आप एंड्रयू कार्नेगी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा सुन रहे हैं। नमस्ते श्रोताओं, इस ऑडियो बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये किताब है एंड्रयू कार्नेगी की आत्मकथा, अमेरिका के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक। कार्नेगी ने यह किताब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुद लिखी थी और ये उनकी मृत्यु के बाद 1920 में प्रकाशित हुई। इसमें एक गरीब स्कॉटिश परिवार के लड़के से दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बनने और फिर एक महान दानवीर बनने की पूरी कहानी है। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 25 नवंबर 1835 को स्कॉटलैंड के डनफर्मलाइन नामक छोटे शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार गरीब था। पिता हाथ से कपड़ा बुनते थे और माँ एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला थीं, जिन्होंने कार्नेगी को मेहनत करना और खुद को सुधारना सिखाया। उस दौर में मशीनों ने हाथ के काम को कम कर दिया, जिससे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। 1848 में जब कार्नेगी मात्र 12 साल के थे, वे अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका चले गए। वे पेंसिल्वेनिया राज्य के एलेगेनी इलाके, जो अब पिट्सबर्ग शहर का हिस्सा है, में बस गए। अमेरिका पहुंचकर कार्नेगी की पहली नौकरी एक कपड़ा मिल में थी, जहां वे धागे की बॉबिन बदलते थे और हफ्ते में लगभग $1 ही कमाते थे। दिन में 12 घंटे कड़ी मेहनत करते थे। उसके बाद वे टेलीग्राफ संदेश पहुंचाने वाले बने, ट्रेन में कोयला जलाने का काम किया, फिर टेलीग्राफ ऑपरेटर बने। असली बड़ा मौका मिला पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी में, जहां थॉमस ए स्कॉट जैसे अनुभवी व्यक्ति ने उन्हें व्यापार की गहराई सिखाई। कार्नेगी तेजी से तरक्की करते गए। उन्होंने रेलवे, तेल के कारोबार, लोहे के पुल बनाने और अंत में इस्पात उद्योग में निवेश किया। अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान उन्होंने सेना के लिए रेलवे व्यवस्था संभाली। युद्ध के बाद उन्होंने एक नई तकनीक, बेसेमर प्रोसेस से सस्ता और बड़ा इस्पात बनाना शुरू किया। उनके कारखाने अमेरिका की रेल लाइनों, ऊंची इमारतों और पुलों के लिए इस्पात उपलब्ध कराते थे। 1890 के दशक तक उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी बन चुकी थी। लेकिन इस सफलता के साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। 1892 में होमस्टेड कारखाने में मजदूरों की हड़ताल। मजदूरों और कंपनी की निजी सुरक्षा व्यवस्था के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। कार्नेगी उस समय विदेश में थे और काम उनके साथी हेनरी क्ले फ्रिक देख रहे थे, लेकिन इस घटना से उनकी मजदूरों के प्रति अच्छी छवि पर असर पड़ा। 1901 में 65 वर्ष की आयु में कार्नेगी ने अपनी कंपनी जेपी मॉर्गन को बेच दी। कीमत थी $480 मिलियन, जो आज के समय में अरबों डॉलर के बराबर है। इस सौदे से वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, लेकिन उनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं रहा। उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया। 1889 में लिखे एक प्रसिद्ध लेख, धन का सुसमाचार, यानी कि द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ में उन्होंने कहा कि अमीर लोगों का कर्तव्य है कि वे अपनी संपत्ति अपने जीवन काल में ही समाज को लौटा दें, न कि मरने के बाद बच्चों को दें या जमा रखें। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अमीर रहकर मरता है, वह बदनाम मरता है। उन्होंने खुद यह सिद्धांत अपनाया और लगभग $350 मिलियन, आज के अरबों, दान कर दिए। उनके दान से दुनिया भर में लगभग 3000 सार्वजनिक पुस्तकालय बने। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में कार्नेगी हॉल बना और शांति, विज्ञान तथा शिक्षा से जुड़े कई संस्थान स्थापित हुए। वे मानते थे कि लोगों को खुद आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। यह आत्मकथा बहुत व्यक्तिगत और रोचक है। कार्नेगी ने इसे खुशी, कृतज्ञता और हल्के हास्य के साथ लिखा है। वे अपने गुरुओं, परिवार, खासकर अपनी माँ और भाग्य का शुक्रिया अदा करते हैं। मार्क ट्वेन जैसे प्रसिद्ध मित्रों की यादें साझा करते हैं। व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जैसे बेहतर लोगों के साथ काम करना, कमाई को फिर से निवेश करना और झगड़ों से बचना। किताब की मुख्य थीम्स हैं कड़ी मेहनत और स्वयं की पढ़ाई। कार्नेगी ज्यादा स्कूल नहीं गए, लेकिन किताबें पढ़कर बहुत कुछ सीखा। अमेरिका में अवसर। वे लोकतंत्र और व्यापार को विकास का बड़ा माध्यम मानते थे। धन की जिम्मेदारी। किताब के अंतिम हिस्सों में अपने दान की विस्तार से चर्चा है। शांति और मानवता। पहले विश्व युद्ध से दुखी होकर उन्होंने दुनिया में सहयोग की बात की। कार्नेगी का निधन 1919 में 83 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने अपनी इच्छेय सारी संपत्ति दान कर दी थी।
आज भी उनका नाम कई संस्थानों में जीवित है और अमीरी, गरीबी तथा दान की बहस में आता है। ठीक वैसे ही जैसे आज बिल गेट्स या वॉरेन बफेट के बारे में चर्चा होती है। आज इस किताब को क्यों सुनें? आज के दौर में जहाँ अरबपतियों और सामाजिक असमानता की बातें होती हैं, यह किताब याद दिलाती है कि धन सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। एक व्यक्ति कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, यह उनकी ज़िंदगी से साफ पता चलता है। ये ऑडियो बुक उनकी बातों को जीवंत बनाती है, उत्साहपूर्ण, विचारपूर्ण और बहुत उदार। अब हम किताब शुरू करते हैं। कार्नेगी की कहानी आपको ज़रूर प्रेरित करेगी। स्कॉटलैंड की गरीबी से अमेरिका की ऊंचाइयों तक की यात्रा, अमेरिकी सपने की सच्ची मिसाल, लेकिन नैतिकता के साथ। धन्यवाद। माता-पिता और बचपन। अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी की कहानी सच-सच बताई जाए, तो वह दिलचस्प होनी चाहिए। जैसा कि कुछ समझदार लोग कहते हैं, तो मेरे रिश्तेदार और करीबी दोस्त, जिन्होंने मेरी कहानी जानने पर जोर दिया है, वे इस नतीजे से ज़्यादा निराश नहीं होंगे। मैं इस भरोसे से खुद को तसल्ली दे सकता हूँ कि ऐसी कहानी कम से कम कुछ लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, जो मुझे जानते हैं, और यह जानकारी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मेरे दोस्त पिट्सबर्ग के जज मेलन ने सालों पहले इस तरह की एक किताब लिखी थी, जिससे मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं उस समझदार इंसान की राय से सहमत हूँ, जिसकी राय मैंने ऊपर दी है। क्योंकि निश्चित रूप से जज ने जो कहानी सुनाई, वह उनके दोस्तों के लिए असीम संतोष का स्रोत साबित हुई है और उनके परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रभावित करती रहेगी। और सिर्फ यही नहीं, उनके करीबी दायरे से बाहर के कुछ लोगों के लिए भी यह उनके पसंदीदा लेखकों में से एक है। इस किताब में एक खासियत है, ये इंसान को दिखाती है। ये किताब लोगों का ध्यान खींचने के किसी इरादे के बिना लिखी गई थी, इसे सिर्फ उनके परिवार के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसी तरह मैं भी अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, ना कि लोगों के सामने दिखावा करते हुए, बल्कि अपने लोगों और दोस्तों के बीच, जो भरोसेमंद और सच्चे हैं, जिनसे मैं पूरी आज़ादी से बात कर सकता हूँ। ये महसूस करते हुए कि छोटी-मोटी घटनाएँ भी उनके लिए पूरी तरह से दिलचस्प नहीं होंगी। तो शुरू करते हैं। मेरा जन्म डनफर्मलाइन में मूडी स्ट्रीट और प्रायरी लेन के कोने पर एक छोटे से एक मंजिला घर के अटारी में 25 नवंबर 1835 को हुआ था, और जैसा कि कहा जाता है, गरीब लेकिन ईमानदार माता-पिता के घर, अच्छे खानदान में। डनफर्मलाइन लंबे समय से स्कॉटलैंड में डमास्क व्यापार के केंद्र के रूप में जाना जाता था। मेरे पिता विलियम कार्नेगी एक डमास्क बुनकर थे, जो एंड्रयू कार्नेगी के बेटे थे, जिनके नाम पर मेरा नाम रखा गया था। मेरे दादा कार्नेगी अपने हास्य और मजाक, अपने मिलनसार स्वभाव और अदम्य उत्साह के लिए पूरे जिले में जाने जाते थे। वह अपने समय के सबसे जिंदा दिल लोगों के मुखिया थे और दूर दूर तक अपने खुशमिजाज क्लब के मुखिया के तौर पर जाने जाते थे। पेटीम्योर कॉलेज। 14 साल की गैर मौजूदगी के बाद जब मैं डनफर्मलाइन लौटा, तो मुझे याद है कि एक बूढ़े आदमी ने मुझसे संपर्क किया, जिसे बताया गया था कि मैं प्रोफेसर का पोता हूँ। यह मेरे दादाजी का उनके दोस्तों के बीच टाइटल था। वह बुढ़ापे की कमजोरी की जीती जागती तस्वीर थे। उनकी नाक और ठुड्डी एक दूसरे को धमकी दे रही थी। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए कमरे में मेरी तरफ आए और अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा, उन्होंने कहा, और तुम एंड्रू कार्नेगी के पोते हो? अरे यार, मैंने वह दिन देखा है जब तुम्हारे दादाजी और मैं किसी भी समझदार आदमी के होश उड़ा सकते थे। डनफर्मलाइन के कई दूसरे बूढ़े लोगों ने मुझे मेरे दादाजी की कहानियां सुनाई। यहाँ उनमें से एक है। एक हॉगमैन नाइट को एक बूढ़ी औरत, जो गांव में काफी मशहूर थी, खिड़की से अचानक अंदर आए एक भेस बदले हुए चेहरे को देखकर हैरान रह गई। उसने ऊपर देखा और एक पल रुकने के बाद कहा, अरे, ये तो वही पागल लड़का एंड्रू कार्नेगी है। वह सही थी। मेरे दादाजी 75 साल की उम्र में दूसरे शरारती नौजवानों की तरह भेस बदलकर अपनी बूढ़ी सहेलियों को डरा रहे थे। मुझे लगता है कि मेरा आशावादी स्वभाव, मुश्किलों को दूर करने और जिंदगी में हंसते रहने की मेरी काबिलियत, जैसा कि दोस्त कहते हैं कि मैं करता हूँ सभी बत्तखों को हंस बना देना, ये सब मुझे अपने इस प्यारे भेस बदलने वाले दादाजी से विरासत में मिला है, जिनका नाम रखने पर मुझे गर्व है। खुश मिजाज स्वभाव दौलत से ज़्यादा कीमती है। जवान लोगों को पता होना चाहिए कि इसे पाला जा सकता है, कि मन को शरीर की तरह
छाँव से धूप में लाया जा सकता है। तो चलो इसे लाते हैं। अगर मुमकिन हो तो मुश्किलों को हँसकर उड़ा दो, और अगर कोई थोड़ा भी फ़िलॉसफ़र हो तो वह आम तौर पर ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि खुद की गलती से खुद को कोसना ना हो। वह हमेशा रहता है। इन बदनाम दागों को धोया नहीं जा सकता। अंदर बैठा जज सुप्रीम कोर्ट में बैठता है और उसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए बर्न्स जीवन का यह बड़ा नियम देते हैं, सिर्फ अपनी बुराई से डरो। जीवन की शुरुआत में अपनाया गया यह आदर्श मेरे लिए उन सभी उपदेशों से ज़्यादा मायने रखता है जो मैंने कभी सुने हैं, और मैंने कुछ कम नहीं सुने हैं। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि मेरे बड़े होने पर मेरे पुराने दोस्त बेली वॉकर से मेरी कुछ समानता है। उनके डॉक्टर ने उनसे उनकी नींद के बारे में पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। उन्हें बहुत कम नींद आती थी, और आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, लेकिन मुझे अब चर्च में कभी-कभी थोड़ी अच्छी नींद आ जाती है। मेरी माँ की तरफ से दादाजी और भी ज़्यादा जाने-माने थे, क्योंकि मेरे दादाजी थॉमस मॉरिसन विलियम कोबेट के दोस्त थे। उनके रजिस्टर में योगदान देते थे और उनके साथ लगातार चिट्ठी-पत्री करते थे। जब मैं ये लिख रहा हूँ डनफर्म लाइन में, बूढ़े लोग जो दादाजी मॉरिसन को जानते थे, उन्हें उन सबसे अच्छे वक्ताओं और सबसे काबिल लोगों में से एक बताते हैं जिन्हें वे जानते हैं। वह द प्रीकसर के प्रकाशक थे, जिसे कोबेट के रजिस्टर का एक छोटा संस्करण कहा जा सकता है, और माना जाता है कि यह स्कॉटलैंड का पहला रेडिकल अखबार था। मैंने उनकी कुछ रचनाएं पढ़ी हैं, और अब तकनीकी शिक्षा को जो महत्व दिया जा रहा है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि उनमें सबसे उल्लेखनीय एक पैम्फलेट है जिसे उन्होंने 70 से ज़्यादा साल पहले प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था दिमागी शिक्षा बनाम हाथ की शिक्षा। ये बाद वाली की अहमियत पर जोर देता है, इस तरह से कि आज के टेक्निकल शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक को भी इस पर गर्व होगा। ये इन शब्दों के साथ खत्म होता है, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि अपनी जवानी में मैंने जूते बनाना और मरम्मत करना सीखा। कोबेट ने इसे रजिस्टर में 1833 में छापा था, संपादकीय टिप्पणी करते हुए इस विषय पर रजिस्टर में अब तक छपी सबसे कीमती जानकारियों में से एक हमारे सम्मानित दोस्त और स्कॉटलैंड के संवाददाता थॉमस मॉरिसन की है, जो इस अंक में छपी है। तो ऐसा लगता है कि लिखने की मेरी आदतें मुझे विरासत में मिली हैं, दोनों तरफ से, क्योंकि कार्नेगी भी पढ़ने वाले और सोचने वाले लोग थे। मेरे दादा मॉरिसन जन्मजात वक्ता थे, एक तेज तर्रार राजनेता, और जिले में रेडिकल पार्टी के उन्नत विंग के प्रमुख थे। यह पद उनके बेटे मेरे चाचा बेली मॉरिसन ने उनके बाद संभाला। अमेरिका में एक से ज्यादा जाने माने स्कॉटिश लोगों ने मुझसे हाथ मिलाने के लिए मुझसे मुलाकात की है। थॉमस मॉरिसन के पोते से क्लीवलैंड और पिट्सबर्ग रेलरोड कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर फार्मर ने एक बार मुझसे कहा, मेरी सारी सीख और संस्कृति आपके दादाजी के प्रभाव की वजह से है। और एबेनेजर हेंडरसन डनफर्मलाइन के शानदार इतिहास के लेखक ने कहा कि उनके जीवन में तरक्की का काफ़ी श्रेय इस सौभाग्यशाली बात को जाता है कि जब वे लड़के थे तो उन्होंने मेरे दादाजी की सेवा में काम किया। मैंने अब तक जीवन में कुछ तारीफ़ें तो सुनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तारीफ़ वाली कोई भी बात मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी यह एक ग्लासगो अखबार के लेखक की, जो सेंट एंड्रयूज़ हॉल में मेरे द्वारा दिए गए अमेरिका में होम रूल पर एक भाषण को सुन रहा था। संवाददाता ने लिखा कि उस समय स्कॉटलैंड में मेरे परिवार और ख़ासकर मेरे दादा थॉमस मॉरिसन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, और उन्होंने आगे कहा, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने मंच पर उनके पोते में थॉमस मॉरिसन की हूबहू नकल देखी। वही हाव-भाव और बोलने का तरीका। मेरे दादाजी से मेरी हैरान करने वाली समानता पर कोई शक नहीं किया जा सकता, जिन्हें मुझे याद नहीं कि मैंने कभी देखा हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 27 साल की उम्र में पहली बार डनफर्मलाइन लौटा, तो अपने अंकल बेली मॉरिसन के साथ सोफे पर बैठे हुए उनकी बड़ी काली आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बोल नहीं पाए और भावुक होकर कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद लौटकर उन्होंने बताया कि मुझ में कुछ ऐसा था जो कभी-कभी उन्हें उनके पिता की याद दिलाता था, जो तुरंत गायब हो जाते थे लेकिन कुछ समय बाद वापस आ जाते थे। ये कोई हाव-भाव था, लेकिन ठीक-ठीक क्या था ये वह समझ नहीं पाए।
मेरी माँ मुझ में लगातार मेरे दादाजी की कुछ खास आदतें देखती थीं। विरासत में मिली आदतों का सिद्धांत हर दिन और हर घंटे साबित होता है, लेकिन वह कानून कितना सूक्ष्म है जो हाव भाव को आगे बढ़ाता है, कुछ ऐसा जो भौतिक शरीर से परे है। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरे दादा मॉरिसन ने एडिनबर्ग की मिस हॉज से शादी की, जो शिक्षा, तौर तरीके और हैसियत में एक अच्छी महिला थीं, जिनकी मौत तब हो गई जब परिवार अभी छोटा ही था। उस समय उनकी हालत अच्छी थी। वे डनफर्मलाइन में चमड़े का व्यापार करते थे और टैनिंग का बिजनेस चलाते थे। लेकिन वाटरलू की लड़ाई के बाद शांति के कारण वे हजारों लोगों की तरह बर्बाद हो गए। इसलिए जबकि मेरे चाचा बेली, जो सबसे बड़े बेटे थे, का पालन पोषण, जिसे विलासिता कहा जा सकता है, उसमें हुआ था क्योंकि उनके पास सवारी के लिए एक टट्टू था। परिवार के छोटे सदस्यों को दूसरे और कठिन दिन देखने पड़े। दूसरी बेटी मार्गरेट मेरी माँ थी, जिनके बारे में मैं लंबी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हें अपनी माँ से गरिमा, शिष्टता और एक संस्कारी महिला का अंदाज विरासत में मिला था। शायद किसी दिन मैं दुनिया को इस नायिका के बारे में कुछ बता पाऊं, लेकिन मुझे शक है। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए पवित्र हैं और दूसरों के जानने के लिए नहीं। कोई भी उन्हें सच में नहीं जान सका, सिर्फ मैंने ही उन्हें जाना। मेरे पिता की जल्दी मौत के बाद वह पूरी तरह मेरी हो गई। मेरी पहली किताब का समर्पण यही कहानी बताता है। यह था मेरी पसंदीदा हीरोइन मेरी माँ के लिए। मैं अपने पूर्वजों के मामले में भाग्यशाली था और अपने जन्म स्थान के मामले में तो बहुत ही ज्यादा। जहाँ कोई पैदा होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अलग अलग माहौल और परंपराएं बच्चे में अलग अलग छिपी हुई प्रवृत्तियों को आकर्षित करती हैं और उन्हें जगाती हैं। रस्किन सही कहते हैं कि एडिनबर्ग का हर होशियार लड़का महल को देखकर प्रभावित होता है। ऐसा ही डनफर्मलाइन के बच्चे के साथ भी है, जो अपनी शानदार एबे स्कॉटलैंड के वेस्टमिंस्टर से प्रभावित होता है, जिसकी स्थापना 11वीं सदी की शुरुआत में 1070 मैल्कम कैनमोर और उनकी रानी मार्गरेट, स्कॉटलैंड की संरक्षक संत ने की थी। महान मठ और महल के खंडहर जहां राजा पैदा हुए थे, आज भी खड़े हैं। और वहां पे टिनेक्रिफ ग्लेन भी है, जिसमें रानी मार्गरेट का मंदिर और राजा मैल्कम के टॉवर के खंडहर हैं, जिससे सर पैट्रिक स्पेंस की पुरानी गाथा शुरू होती है। राजा डनफर्मलाइन टॉवर में बैठा है, खून जैसी लाल शराब पी रहा है। द ब्रूस की कब्र एबे के केंद्र में है। सेंट मार्गरेट की कब्र पास में है और कई शाही लोग आसपास सो रहे हैं। सच में वह बच्चा भाग्यशाली है जो उस रोमांटिक शहर में पहली बार रोशनी देखता है, जो फर्थ ऑफ फोर्थ से 3 मील उत्तर में ऊंची जमीन पर स्थित है, जहां से समुद्र दिखाई देता है। दक्षिण में एडिनबर्ग और उत्तर में ऑचिल्स की चोटियां साफ दिखाई देती हैं। सब कुछ उस शानदार अतीत की याद दिलाता है जब डनफर्मलाइन राष्ट्रीय और धार्मिक दोनों तरह से स्कॉटलैंड की राजधानी थी। वह बच्चा जिसे ऐसे माहौल में विकसित होने का सौभाग्य मिलता है, वह जिस हवा में सांस लेता है, उसी के साथ कविता और रोमांस को सोख लेता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, इतिहास और परंपरा को आत्मसात कर लेता है। ये बचपन में उसकी असली दुनिया बन जाते हैं। आदर्श ही हमेशा मौजूद रहने वाला सच होता है। असली दुनिया तो तब आएगी जब बाद में जीवन में उसे कठोर वास्तविकता की रोजमर्रा की दुनिया में उतारा जाएगा। तब भी और अपने आखिरी दिन तक शुरुआती प्रभाव बने रहते हैं। कभी कभी थोड़े समय के लिए शायद गायब हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर दूर धकेल दिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। वे हमेशा उठते रहते हैं और फिर से सामने आकर अपना प्रभाव डालते हैं, उसके विचारों को ऊंचा उठाते हैं और उसके जीवन को रंग देते हैं। डनफर्मलाइन का कोई भी होशियार बच्चा इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। एबे, पैलेस और ग्लेन, ये चीजें उन्हें छूती हैं और उनके अंदर की छिपी हुई चिंगारी को आग लगा देती हैं, जिससे वह कुछ अलग और उससे कहीं ज्यादा बन जाते हैं, जो कम खुशकिस्मत पैदा होने पर वह बनते। इन्हीं प्रेरणादायक हालातों में मेरे माता पिता भी पैदा हुए थे, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि यहीं से उस रोमांटिक और काव्यात्मक भावना की शक्ति आई जो उन दोनों में थी। जैसे ही मेरे पिता बुनाई के बिजनेस में सफल हुए, हम मूडी स्ट्रीट से एक बहुत बड़े घर में चले गए, जो रीड्स पार्क में था। मेरे पिता के 4 या 5 करघे निचली मंजिल पर थे। हम ऊपर रहते थे, जहाँ
पुराने स्कॉटिश घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियों से पहुंचा जाता था, जो फुटपाथ से बाहर की तरफ थी। यहीं से मेरी सबसे पुरानी यादें शुरू होती हैं। और अजीब बात है, याद की पहली झलक मुझे उस दिन पर ले जाती है जब मैंने अमेरिका का एक छोटा सा नक्शा देखा था। वह रोलर्स पर था और लगभग 2 फीट चौकोर था। इस पर मेरे पिता, माँ, अंकल विलियम और आंटी एटकिन पिट्सबर्ग ढूंढ रहे थे और लेक एरी और नियाग्रा फॉल्स दिखा रहे थे। इसके तुरंत बाद मेरे अंकल और आंटी एटकिन वादे की ज़मीन के लिए रवाना हो गए। इस समय मुझे याद है कि मेरे चचेरे भाई जॉर्ज लॉडर, डोड और मैं इस बात से बहुत प्रभावित थे कि हम पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि एक गैरकानूनी झंडा अटारी में छिपा कर रखा गया था। इसे ले जाने के लिए पेंट किया गया था और मुझे लगता है कि इससे मेरे पिता या चाचा या हमारे परिवार के किसी अन्य अच्छे रेडिकल द्वारा अनाज कानून आंदोलन के दौरान एक जुलूस में ले जाया गया था। शहर में दंगे हुए थे और घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी गिल्ड हॉल में तैनात थी। मेरे दादा और चाचा दोनों तरफ से और मेरे पिता मीटिंग को संबोधित करने में सबसे आगे थे और पूरा परिवार उत्तेजित था। मुझे याद है जैसे कल की बात हो। रात में मुझे पीछे की खिड़की पर दस्तक से जगाया गया, जो उन आदमियों ने दी थी जो मेरे माता पिता को यह बताने आए थे कि मेरे चाचा बेली मॉरिसन को जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग करने की हिम्मत की थी जिसे मना किया गया था। शेरिफ ने सैनिकों की मदद से उन्हें शहर से कुछ मील दूर गिरफ्तार कर लिया था जहां मीटिंग हुई थी। और उन्हें रात में शहर में उसके पीछे लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। गंभीर परेशानी का डर था, क्योंकि लोग उसे छुड़ाने की धमकी दे रहे थे। और जैसा कि हमें बाद में पता चला, शहर के प्रोवोस्ट ने उसे हाई स्ट्रीट की ओर देखने वाली एक खिड़की के पास जाने और लोगों से पीछे हटने की भीख मांगने के लिए राजी किया था। उन्होंने ऐसा किया और कहा, अगर आज रात यहाँ अच्छे काम का कोई दोस्त है तो वह अपने हाथ बांध ले। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, अब शांति से जाओ। मेरे चाचा हमारे पूरे परिवार की तरह नैतिक शक्ति वाले आदमी थे और कानून का पालन करने में पक्के थे, लेकिन दिल से कट्टरपंथी थे और अमेरिकी गणराज्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे। कोई सोच सकता है कि जब ये सब सबके सामने हो रहा था, तो अकेले में एक दूसरे से कितनी कड़वी बातें होती होंगी। राजशाही और कुलीन सरकार की निंदा सभी रूपों में, विशेषाधिकार की निंदा, गणतंत्र प्रणाली की महानता, अमेरिका की श्रेष्ठता, एक ऐसी भूमि जहां हमारी अपनी जाति के लोग रहते थे, आजाद लोगों का घर, जहां हर नागरिक का विशेषाधिकार, हर आदमी का अधिकार था। ये वे रोमांचक विषय थे जिन पर मेरा पालन पोषण हुआ। एक बच्चे के रूप में मैं राजा, ड्यूक या लॉर्ड को मार सकता था और उनकी मौत को राज्य की सेवा और इसलिए एक वीर कार्य मानता था। बचपन की शुरुआती संगति का ऐसा प्रभाव होता है कि मुझे बहुत समय लगा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग या व्यक्ति के बारे में सम्मान से बात करने में, जिसने किसी अच्छे तरीके से खुद को प्रतिष्ठित नहीं किया था और इसलिए सार्वजनिक सम्मान का अधिकार अर्जित नहीं किया था। केवल वंश के लिए अभी भी तिरस्कार था। वह कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। केवल एक संयोग है, उधार के पंखों में इतराता हुआ एक धोखेबाज। उसके खाते में जो कुछ भी है वह जन्म का संयोग है। उसके परिवार का सबसे फलदायी हिस्सा आलू की तरह जमीन के नीचे है। मुझे आश्चर्य होता था कि बुद्धिमान लोग ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं जहां दूसरे इंसान को ऐसा विशेषाधिकार मिला हो जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं था। मैं उन शब्दों को दोहराते दोहराते कभी नहीं थकता था, जो मेरे गुस्से को सही ढंग से व्यक्त करते थे। एक ब्रूट्स था जो शाश्वत शैतान को रोम में अपना राज्य बनाए रखने देता, उतनी ही आसानी से जितना एक राजा को। लेकिन तब राजा राजा थे, सिर्फ परछाई नहीं। ये सब विरासत में मिला था। बेशक मैं वही दोहराता था जो मैंने घर पर सुना था। डनफर्मलाइन लंबे समय से शायद किंगडम का सबसे कट्टरपंथी शहर के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हालांकि मुझे पता है कि पेसले के भी दावे हैं। ये बात रेडिकलिज्म के मकसद के लिए और भी ज़्यादा
तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों डनफर्मलाइन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों से बना था जो छोटे मैन्युफैक्चरर थे। हर किसी के पास अपना करघा या करघे थे। वे तय घंटों से बंधे नहीं थे, उनका काम पीस वर्क था। उन्हें बड़े मैन्युफैक्चरर्स से कपड़े मिलते थे और बुनाई घर पर की जाती थी। ये बहुत ज़्यादा राजनीतिक उत्तेजना के दिन थे और अक्सर पूरे शहर में दोपहर के खाने के थोड़ी देर बाद छोटे-छोटे समूहों में लोग अपने एप्रण कमर में बांधे हुए राज्य के मामलों पर चर्चा करते हुए दिखाई देते थे। ह्यूम, कॉब्डेन और ब्राइट के नाम हर किसी की ज़बान पर थे। मैं अक्सर छोटा होने के बावजूद इन समूहों की ओर आकर्षित होता था और बातचीत को ध्यान से सुनता था, जो पूरी तरह से एक तरफ़ा होती थी। आम तौर पर माना जाने वाला निष्कर्ष ये था कि बदलाव होना चाहिए। शहर के लोगों के बीच क्लब बनाए गए और लंदन के अखबारों का सब्सक्रिप्शन लिया गया। मुख्य संपादकीय हर शाम लोगों को पढ़कर सुनाए जाते थे। अजीब बात है कि शहर के एक मंच से मेरे चाचा बेली मॉरिसन अक्सर पढ़ने वाले होते थे, और क्योंकि लेखों पर उनके और दूसरों द्वारा पढ़े जाने के बाद टिप्पणी की जाती थी, इसलिए बैठकें काफ़ी रोमांचक होती थीं। ये राजनीतिक बैठकें अक्सर होती रहती थीं, और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, मैं परिवार के किसी भी सदस्य की तरह ही इसमें गहरी दिलचस्पी रखता था और कई बैठकों में शामिल हुआ। मेरे एक चाचा या मेरे पिता को आमतौर पर बोलते हुए सुना जा सकता था। मुझे याद है, एक शाम मेरे पिता ने पेंट्स में एक बड़ी खुली बैठक को संबोधित किया था। मैंने सुनने वालों के पैरों के नीचे से अपना रास्ता बना लिया था और एक जोरदार जयकारे पर मैं अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। जिस आदमी के पैरों के नीचे मुझे सुरक्षा मिली थी, उसकी ओर देखते हुए मैंने उसे बताया कि मेरे पिता बोल रहे हैं। उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और वहीं रखा। एक और बैठक में मेरे पिता मुझे जॉन ब्राइट को सुनने के लिए ले गए, जिन्होंने स्टर्लिंग बर्ग्स के लिए लिबरल उम्मीदवार के रूप में जेबी स्मिथ के पक्ष में बात की। मैंने घर पर यह आलोचना की कि मिस्टर ब्राइट सही नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्होंने मैन कहा जबकि उनका मतलब मैन था। उन्होंने वह ब्रॉड ए नहीं बोला जिसकी हमें स्कॉटलैंड में आदत थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ऐसे माहौल में पल बढ़कर मैं एक उग्र युवा रिपब्लिकन बन गया, जिसका आदर्श वाक्य था, विशेषाधिकार का नाश हो। उस समय मुझे नहीं पता था कि विशेषाधिकार का क्या मतलब होता है, लेकिन मेरे पिता को पता था। मेरे अंकल लॉडर की सबसे अच्छी कहानियों में से एक इसी जेबी स्मिथ के बारे में थी, जो जॉन ब्राइट के दोस्त थे और डनफर्मलाइन से पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। अंकल उनकी कमेटी के सदस्य थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक यह ऐलान नहीं हुआ कि स्मिथ एक यूनिटेरियन है। पूरे इलाके में यह सवाल वाले पोस्टर लग गए, क्या आप एक यूनिटेरियन को वोट देंगे? यह गंभीर मामला था। कैर्नी हिल गांव में स्मिथ की कमेटी के चेयरमैन, जो एक लोहार थे, के बारे में खबर आई कि उन्होंने कहा है कि वह कभी वोट नहीं देंगे। अंकल उनसे बात करने के लिए वहां गए। वे गांव के एक पब में मिले। यार, मैं एक यूनिटेरियन को वोट नहीं दे सकता, चेयरमैन ने कहा। लेकिन मेरे अंकल ने कहा, मेटलैंड विपक्षी उम्मीदवार एक ट्रिनिटेरियन है। धत तेरे की, यह तो और भी बुरा है, जवाब मिला, और लोहार ने सही वोट दिया। स्मिथ थोड़ी सी बहुमत से जीत गए। हाथ से बुनाई से स्टीम लूम बुनाई में बदलाव हमारे परिवार के लिए विनाशकारी था। मेरे पिता आने वाली क्रांति को पहचान नहीं पाए और पुरानी व्यवस्था में संघर्ष कर रहे थे। उनके करघों की कीमत बहुत कम हो गई और यह जरूरी हो गया कि वह शक्ति जो किसी भी आपात स्थिति में कभी फेल नहीं हुई, मेरी माँ, आगे बढ़कर परिवार की किस्मत सुधारने की कोशिश करे। उन्होंने मूडी स्ट्रीट में एक छोटी सी दुकान खोली और उससे होने वाली कमाई से, जो भले ही कम थी, फिर भी उस समय हमें आराम से और इज्जतदार तरीके से रखने के लिए काफ़ी थी। मुझे याद है कि इसके कुछ समय बाद मैंने गरीबी का मतलब समझना शुरू किया। भयानक दिन आए जब मेरे पिता अपने आखिरी कपड़े बड़े मैन्युफैक्चरर के पास ले गए और मैंने अपनी माँ को बेसब्री से उनके लौटने का इंतज़ार करते देखा, ताकि पता चल सके कि नया कपड़ा मिलेगा
या हमें बेकार बैठना पड़ेगा। उस समय मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मेरे पिता, हालांकि बर्न्स के शब्दों में नीच, घटिया या कमीने नहीं थे, फिर भी उन्हें धरती के किसी भाई से काम करने की इजाज़त मांगनी पड़ती थी। और तभी मैंने यह तय किया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस चीज़ को ठीक करूंगा। हालांकि हमारे कई पड़ोसियों की तुलना में हम गरीबी की ऐसी हालत में नहीं थे। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा ताकि वह अपने दोनों बेटों को बड़े सफ़ेद कॉलर वाली शर्ट पहने और अच्छे कपड़े पहने देख सकें। एक अनजाने पल में मेरे माता-पिता ने वादा किया था कि जब तक मैं खुद स्कूल जाने की इजाज़त नहीं माँगूँगा, तब तक मुझे स्कूल नहीं भेजा जाएगा। बाद में मुझे पता चला कि इस वादे से उन्हें काफ़ी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। स्कूल मास्टर मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से संपर्क किया गया और उन्हें मुझ पर ध्यान देने के लिए मनाया गया। एक दिन वह मुझे अपने कुछ साथियों के साथ, जो स्कूल जाते थे, एक सैर पर ले गए और मेरे माता-पिता को बहुत राहत मिली जब कुछ ही दिनों बाद मैं आया और मिस्टर मार्टिन के स्कूल जाने की इजाज़त माँगी। मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इजाज़त दे दी गई। तब मैं 8 साल का हो गया था और बाद के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि यह किसी भी बच्चे के लिए स्कूल जाना शुरू करने के लिए काफ़ी जल्दी है। स्कूल मेरे लिए बहुत खुशी की जगह थी और अगर कुछ ऐसा होता जिससे मैं स्कूल नहीं जा पाता, तो मैं दुखी हो जाता था। ऐसा कभी-कभी होता था क्योंकि मेरा सुबह का काम मूडी स्ट्रीट के सिरे पर कुएँ से पानी लाना था। पानी की सप्लाई कम और अनियमित थी। कभी-कभी सुबह देर तक पानी नहीं आने दिया जाता था और बीसियों बूढ़ी औरतें आस-पास बैठी रहती थीं, जिनमें से हर एक ने रात भर लाइन में एक बेकार डिब्बा रखकर अपनी बारी पहले से पक्की कर ली होती थी। जैसा कि उम्मीद थी, इससे कई झगड़े होते थे, जिनमें मैं इन सम्मानित बूढ़ी औरतों से भी हार नहीं मानता था। मैंने एक भयानक लड़का होने की बदनामी कमाई। इस तरह शायद मुझ में बहस करने की आदत या शायद लड़ने की आदत विकसित हुई, जो हमेशा मेरे साथ रही है। इन कामों को करते हुए मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता था, लेकिन मास्टर कारण जानते हुए गलतियों को माफ़ कर देते थे। इसी सिलसिले में मैं यह भी बता सकता हूँ कि स्कूल के बाद मुझे अक्सर दुकान के काम करने पड़ते थे। इसलिए जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे यह संतोष होता है कि मैं 10 साल की छोटी उम्र में भी अपने माता-पिता के लिए उपयोगी बन गया था। उसके तुरंत बाद दुकान से जुड़े अलग-अलग लोगों के अकाउंट मेरे हवाले कर दिए गए, जिससे मैं बचपन में ही थोड़े बहुत बिज़नेस के मामलों से परिचित हो गया। हालाँकि मेरे स्कूल के अनुभव में दुःख की एक वजह थी। लड़के मुझे मार्टिन का पालतू कहकर चिढ़ाते थे और कभी-कभी जब मैं सड़क से गुज़रता था, तो मुझे उस भयानक नाम से बुलाते थे। मुझे इसका पूरा मतलब नहीं पता था, लेकिन यह मुझे बहुत अपमानजनक लगता था और मुझे पता है कि इसकी वजह से मैं उस बेहतरीन टीचर, मेरे इकलौते स्कूल टीचर के साथ खुलकर बात नहीं कर पाता था, जिनके प्रति मैं एहसानमंद हूँ और मुझे अफ़सोस है कि उनके मरने से पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। मैं यहाँ एक ऐसे आदमी का ज़िक्र करना चाहूँगा जिसका मुझ पर असर बहुत ज़्यादा था, मेरे अंकल लॉडर, जॉर्ज लॉडर के पिता। मेरे पिता को लगातार करघे की दुकान में काम करना पड़ता था और दिन भर में मेरे लिए उनके पास बहुत कम समय होता था। मेरे चाचा हाई स्ट्रीट में दुकानदार थे, इसलिए वे इस तरह बंधे हुए नहीं थे। जगह पर ध्यान दें, क्योंकि यह दुकानदार कुलीन वर्ग के बीच था और डनफर्मलाइन में दुकानदारों के बीच भी कुलीन वर्ग के ऊंचे और अलग-अलग दर्जे थे। मेरी चाची सिटोन की मौत से बहुत दुखी होकर, जो मेरे स्कूल जीवन की शुरुआत में हुई थी, उन्हें अपने इकलौते बेटे जॉर्ज और मेरे साथ में ही सबसे ज़्यादा सुकून मिला। उनमें बच्चों के साथ पेश आने का एक असाधारण हुनर था और उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाईं। मुझे याद है कि उन्होंने हमें ब्रिटिश इतिहास कैसे सिखाया। वे कमरे की दीवारों पर एक ख़ास जगह पर हर राजा की कल्पना करते थे, जो वह काम कर रहा होता था जिसके लिए वह मशहूर था। इस तरह मेरे लिए आज भी किंग जॉन मेंटल पीस के ऊपर मैग्ना कार्टा पर दस्तखत करते हुए बैठे हैं और महारानी विक्टोरिया अपने बच्चों को गोद में लिए दरवाजे के पीछे हैं। यह मान लिया जा सकता है कि कमी जो सालों बाद मुझे वेस्टमिंस्टर एब्बे के चैप्टर हाउस में मिली, वह हमारे राजाओं की सूची में पूरी तरह से पूरी हो गई थी। वेस्टमिंस्टर में एक छोटे से चैपल में एक पत्थर पर लिखा है कि ओलिवर क्रॉमवेल
का शरीर वहाँ से हटा दिया गया था। राजाओं की सूची में जो मैंने अपने चाचा की गोद में बैठकर सीखी थी, वह महान रिपब्लिकन राजा रोम के पोप को अपना संदेश लिखते हुए दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने पोप को बताया कि अगर उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को सताना बंद नहीं किया, तो ग्रेट ब्रिटेन की तोपों की गड़गड़ाहट वेटिकन में सुनाई देगी। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्रॉमवेल के बारे में हमने जो राय बनाई थी, वह यह थी कि वह उन सभी के मुकाबले अकेला ही काफ़ी था। ये मेरे चाचा से ही मैंने स्कॉटलैंड के शुरुआती इतिहास के बारे में सब कुछ सीखा। वॉलेस और ब्रूस और बर्न्स के बारे में, ब्लाइंड हैरी के इतिहास के बारे में, स्कॉट, रैमसे, टेनाहिल, हॉग और फर्ग्यूसन के बारे में। मैं सच में बर्न्स के शब्दों में कह सकता हूँ कि तब और वहीं मुझ में स्कॉटिश पूर्वाग्रह या देशभक्ति की एक नस पैदा हुई, जो जीवन के साथ ही खत्म होगी। वॉलेस बेशक हमारा हीरो था। हर बहादुरी की बात उसी में केंद्रित थी। वह दुखद दिन था जब स्कूल में एक शरारती बड़े लड़के ने मुझे बताया कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड से कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं अंकल के पास गया, जिनके पास इलाज था। बिल्कुल नहीं नायक, अगर स्कॉटलैंड को इंग्लैंड की तरह सपाट कर दिया जाए तो स्कॉटलैंड बड़ा होगा, लेकिन क्या तुम हाईलैंड्स को समतल करवाना चाहोगे? ओह, कभी नहीं। घायल युवा देशभक्त के लिए गिलियड में मरहम था। बाद में इंग्लैंड की ज्यादा आबादी की बात मेरे सामने आई और फिर से मैं अंकल के पास गया। हाँ नाइग, 7 के मुकाबले 1, लेकिन बैनॉकबर्न में हमारे खिलाफ इससे भी ज्यादा मुश्किलें थीं। और फिर से मेरे दिल में खुशी हुई। ये खुशी कि वहाँ ज्यादा अंग्रेज आदमी थे, क्योंकि महिमा ज्यादा बड़ी थी। ये इस सच्चाई पे एक तरह की टिप्पणी है कि युद्ध युद्ध को जन्म देता है, कि हर लड़ाई भविष्य की लड़ाइयों के बीज बोती है और इस तरह राष्ट्र पारंपरिक दुश्मन बन जाते हैं। अमेरिकी लड़कों का अनुभव स्कॉटिश लड़कों जैसा ही होता है। वे वॉशिंगटन और वैली फोर्ज के बारे में पढ़ते हुए बड़े होते हैं, उन हैसियन लोगों के बारे में जिन्हें अमेरिकियों को मारने के लिए काम पर रखा गया था, और वे अंग्रेज के नाम से ही नफरत करने लगते हैं। ऐसा ही नहीं मेरा अनुभव मेरे अमेरिकी भतीजों के साथ था। स्कॉटलैंड ठीक था, लेकिन इंग्लैंड जिसने स्कॉटलैंड से लड़ाई की थी, वह बुरा साथी था। जब तक वे बड़े नहीं हुए, तब तक यह पूर्वाग्रह खत्म नहीं हुआ, और शायद अभी भी इसका कुछ हिस्सा बाकी है। अंकल लॉडर ने मुझे बाद में बताया कि वह अक्सर लोगों को कमरे में लाते थे और उन्हें यकीन दिलाते थे कि वह डोड जॉर्ज लॉडर और मुझे रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, या लड़ने के लिए हमारी छोटी मुट्ठियां बंद करवा सकते हैं। संक्षेप में, कविता और गाने के प्रभाव से हमारे सभी मूड के साथ खेल सकते हैं। वॉलेस का धोखा उनका त्रुप का पत्ता था, जो कभी फेल नहीं होता था और हमारे छोटे दिलों को रुला देता था, जिसका नतीजा हमेशा पूरी तरह से टूट जाना होता था। उन्होंने जितनी बार भी यह कहानी सुनाई, इसका असर कभी कम नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि समय समय पे इसमें नए अलंकार जोड़े गए होंगे। मेरे अंकल की कहानियों में कभी टोपी और छड़ी की कमी नहीं थी, जो स्कॉट ने अपनी कहानियों में दी थी। बच्चों पर एक हीरो का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। मैंने हाई स्ट्रीट में अपने अंकल और डोड के साथ कई घंटे और शामें बिताईं, और इस तरह बाद वाले और मेरे बीच जीवन भर का भाईचारा शुरू हुआ। परिवार में हम हमेशा डोड और नैग ही थे। मैं बचपन में जॉर्ज नहीं कह पाता था, और वह कार्नेगी से नैग से ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था, और ये हमेशा हमारे साथ डोड और नैग ही रहा है। दूसरे नामों का कोई मतलब नहीं होता। हाई स्ट्रीट में मेरे अंकल के घर से शहर के नीचे मूडी स्ट्रीट में मेरे घर लौटने के 2 रास्ते थे। एक एबे के डरावने कब्रिस्तान से होकर, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, और दूसरा मे गेट के रास्ते रोशनी वाली सड़कों से होकर। जब मुझे घर जाना होता था तो मेरे अंकल शरारती खुशी के साथ पूछते थे कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। ये सोचकर कि वालेस क्या करेगा, मैं हमेशा जवाब देता था कि मैं एब्बे के रास्ते जा रहा हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कभी भी एक बार भी दूसरे रास्ते पर जाने और मे गेट के जंक्शन पर लगी लाइटों का पीछा करने के लालच में नहीं आया। मैं अक्सर उस कब्रिस्तान से और एब्बे के अंधेरे मेहराब से दिल में डर लिए गुजरता था, सीटी बजाकर और हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करते हुए
मैं अंधेरे में आगे बढ़ता था और सभी मुश्किलों में यह सोचता था कि अगर वॉलेस को कोई दुश्मन मिलता, चाहे वह प्राकृतिक हो या अलौकिक, तो वह क्या करता? बचपन में किंग रॉबर्ट एथ ब्रूस को मेरे चचेरे भाई या मुझसे कभी न्याय नहीं मिला। हमारे लिए यह काफ़ी था कि वह एक राजा था, जबकि वॉलेस लोगों का आदमी था। सर जॉन ग्राहम हमारे दूसरे हीरो थे। एक स्कॉटिश लड़के की देशभक्ति की तीव्रता, जैसा कि मेरा पालन पोषण हुआ, उसके जीवन में आखिर तक एक असली ताकत बनी रहती है। अगर उस खास चीज़ हिम्मत कि मेरे स्रोत का अध्ययन किया जाए, तो मुझे यकीन है कि आखिरी विश्लेषण में यह स्कॉटलैंड के हीरो वॉलेस पर आधारित पाया जाएगा। एक लड़के के लिए एक हीरो होना ताकत का एक स्तंभ होता है। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मुझे यह जानकर दुख हुआ कि कोई और देश भी था जो गर्व करने लायक कुछ होने का दिखावा करता था। वॉलेस, ब्रूस और बर्न्स के बिना कोई देश क्या था? मुझे आज के बिना यात्रा किए स्कॉटिश आदमी में अभी भी यह भावना मिलती है। ये बड़े होने और ज़्यादा ज्ञान से पता चलता है कि हर देश के अपने हीरो, अपना रोमांस, अपनी परंपराएं और अपनी उपलब्धियां होती हैं। और जबकि सच्चा स्कॉटिश आदमी बाद के सालों में अपने देश और दुनिया के बड़े देशों के बीच उसकी स्थिति के बारे में अपनी राय कम करने का कोई कारण नहीं पाएगा। उसे दूसरे देशों के बारे में अपनी राय बढ़ाने के लिए काफ़ी कारण मिलेंगे, क्योंकि उन सभी के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। इतना काफ़ी है कि उनके बेटों को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके कि वे उस ज़मीन को बदनाम न करें जिसने उन्हें जन्म दिया। कई साल लग गए जब मैं यह महसूस कर पाया कि नई ज़मीन एक अस्थायी ठिकाने से ज़्यादा कुछ हो सकती है। मेरा दिल स्कॉटलैंड में था। मैं प्रिंसिपल पीटरसन के छोटे लड़के जैसा था जिसने कनाडा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसे कनाडा घूमने के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह ब्रूस और वैलेस के अवशेषों से इतनी दूर कभी नहीं रह सकता। डनफर्मलाइन और अमेरिका। मेरे अच्छे अंकल लॉडर शिक्षा में कविता पाठ को बहुत महत्व देते थे और इसके लिए मुझे और डोड को बहुत सारे पैसे मिलते थे। हमारी छोटी शर्ट में आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई, कागज के हेलमेट और काले चेहरे, तलवारों के लिए लकड़ी की पट्टियां लेकर मेरा चचेरा भाई और मैं लगातार अपने स्कूल के साथियों और अक्सर बड़े लोगों के सामने नॉर्वल और ग्लेनलवॉन, रॉड्रिक धू और जेम्स फिट्स जेम्स की बातें करते रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि नॉर्वल और ग्लेनलवॉन के मशहूर संवाद में हमें फॉल्स एस हेल, यानी अत्यंत झूठा, वाक्यांश दोहराने में कुछ हिचकिचाहट होती थी। शुरू में हम आपत्तिजनक शब्द पर हल्की खांसी करते थे जिससे दर्शकों में हमेशा मजा आता था। वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन था जब मेरे अंकल ने हमें समझाया कि हम बिना हिचकिचाए ऐसे शब्द कह सकते हैं। मुझे डर है कि हमने इसका बहुत बार अभ्यास किया। मैं हमेशा ग्लेनल वॉन का किरदार निभाता था और शब्द को बहुत जोर से बोलता था। मेरे लिए इसमें वही अद्भुत आकर्षण था जो वर्जित फल में होता है। मैं मार्जोरी फ्लेमिंग की कहानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ, जो एक सुबह गुस्से में थी जब वॉल्टर स्कॉट आए और पूछा कि वह कैसी है, तो उसने जवाब दिया, मैं आज सुबह बहुत गुस्से में हूँ मिस्टर स्कॉट। मैं बस धिक्कार है झटके के साथ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगी। इसके बाद उस एक डरावने शब्द का उच्चारण एक बड़ी बात बन गई। पादरी भी स्टेज पर आपत्तिजनक शब्द कह सकते थे और इसलिए हमें भी। कविता पाठ में हेल बोलने पर पूरी छूट थी। एक और अंश ने गहरा प्रभाव डाला। नॉर्वल और ग्लेनलवॉन के बीच लड़ाई में नॉर्वल कहता है, जब हम फिर से लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई जानलेवा होगी। 1897 में नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के लिए लिखे गए एक लेख में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेरे अंकल को ये शब्द मिले और उन्होंने तुरंत बैठकर टनफर्म लाइन से मुझे लिखा कि उन्हें पता है कि मुझे ये शब्द कहाँ से मिले। वह एकमात्र जीवित व्यक्ति थे जो यह जानते थे। मेरी याद रखने की शक्ति मेरे अंकल द्वारा अपनाए गए शिक्षण के तरीके से बहुत मजबूत हुई होगी। मैं युवाओं को लाभ पहुंचाने का इससे बेहतर कोई महत्वपूर्ण तरीका नहीं बता सकता कि उन्हें पसंदीदा अंश याद करने और उन्हें अक्सर सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो भी चीज़ मुझे पसंद आती थी मैं उसे इतनी तेज़ी से सीख लेता था कि मेरे करीबी दोस्त भी हैरान रह जाते थे। मैं कुछ भी याद कर सकता था, चाहे वह मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर वह मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं करता था, तो कुछ ही घंटों में मैं उसे भूल जाता था। टनफर्मलाइन के स्कूल में
मेरे बचपन की ज़िंदगी की एक मुश्किल यह थी कि मुझे भजन की 2 दोहरी पंक्तियाँ याद करनी पड़ती थीं, जिन्हें मुझे रोज़ सुनाना होता था। मेरा प्लान ये था कि जब तक मैं स्कूल के लिए निकल ना जाऊँ, तब तक भजन को ना देखूँ। ये 5 या 6 मिनट की धीमी चाल से ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं उस समय में आसानी से यह काम पूरा कर लेता था। और क्योंकि भजन पहला सबक था, इसलिए मैं तैयार रहता था और इस परीक्षा में सफल हो जाता था। अगर मुझसे 30 मिनट बाद भजन दोहराने के लिए कहा जाता, तो मुझे डर है कि ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाती। पहला पैसा जो मैंने कभी कमाया या परिवार के बाहर किसी भी व्यक्ति से मिला, वह मेरे स्कूल टीचर मिस्टर मार्टिन से मिला था, स्कूल के सामने बर्न्स की कविता मैन वॉज मेड टू मॉर्न सुनाने के लिए। यह लिखते समय मुझे याद आया कि बाद के सालों में लंदन में मिस्टर जॉन मॉर्ले के साथ खाना खाते समय बातचीत वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी पर हुई और मिस्टर मॉर्ले ने कहा कि वह अपनी बर्न्स की किताब में ओल्ड एज कविता ढूंढ रहे थे, जिसकी उन्होंने बहुत तारीफ की थी, लेकिन उन्हें वह उस नाम से नहीं मिली। मुझे उन्हें उसका कुछ हिस्सा सुनाने का मौका मिला। उन्होंने तुरंत मुझे दूसरा पैसा दिया। आह, मॉर्ले जितने भी महान हों, वह मेरे स्कूल टीचर मिस्टर मार्टिन नहीं थे। पहले महान आदमी जिन्हें मैं कभी जानता था। सच में वह मेरे लिए बहुत महान थे। लेकिन ईमानदार जॉन मॉर्ले भी निश्चित रूप से एक हीरो हैं। धार्मिक मामलों में हम पर ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं थीं। जबकि स्कूल में दूसरे लड़के लड़कियों को शॉर्टर कैटेकिज्म सीखने के लिए मजबूर किया जाता था। डॉड और मुझे किसी ऐसी व्यवस्था के तहत जिसके बारे में मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आया, छूट मिल गई थी। हमारे परिवार के सभी लोग, मॉरिसन और लॉडर, अपने धार्मिक और राजनीतिक विचारों में प्रगतिशील थे और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें कैटेकिज्म पर आपत्ति थी। हमारे परिवार में एक भी रूढ़िवादी प्रेस्बिटेरियन नहीं था। मेरे पिता अंकल और आंटी एटकिन, अंकल लॉडर और मेरे अंकल कार्नेगी भी कैल्विनवाद के सिद्धांतों से दूर हो गए थे। बाद में उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कुछ समय के लिए स्वीडनबर्ग के सिद्धांतों में शरण ली। मेरी माँ हमेशा धार्मिक विषयों पर चुप रहती थी। उन्होंने मुझसे कभी इन बारे में बात नहीं की और न ही वह चर्च जाती थीं, क्योंकि उन शुरुआती दिनों में उनके पास कोई नौकर नहीं था और वह घर का सारा काम खुद करती थीं, जिसमें रविवार का खाना बनाना भी शामिल था। वह बहुत पढ़ती थीं और उन दिनों यूनिटेरियन चैनिंग उनकी खास पसंद थे। वह कमाल की थी। मेरे बचपन के दौरान मेरे आसपास का माहौल धार्मिक और राजनीतिक मामलों में बहुत उथल-पुथल वाला था। राजनीतिक दुनिया में चल रहे सबसे उन्नत विचारों, विशेषाधिकारों की समाप्ति, नागरिकों की समानता, गणतंत्रवाद के साथ-साथ मैंने धार्मिक विषयों पर कई बहसें सुनी, जिन्हें उस भावुक बच्चे ने इस हद तक आत्मसात कर लिया था, जिसके बारे में उसके बड़ों ने सोचा भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि कैल्विनवाद के कठोर सिद्धांत मुझ पर एक भयानक बुरे सपने की तरह छाए हुए थे। लेकिन मन की वह स्थिति जल्द ही खत्म हो गई, उन प्रभावों के कारण जिनके बारे में मैंने बात की है। मैं इस बात को मन में संजो कर बड़ा हुआ कि मेरे पिता एक दिन प्रेस्बिटेरियन चर्च से उठकर चले गए थे, जब पादरी ने शिशु नरक की शिक्षा दी थी। यह मेरे जन्म के कुछ ही समय बाद हुआ था। पिताजी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा, अगर यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा भगवान है, तो मैं एक बेहतर धर्म और एक महान भगवान की तलाश करता हूँ। उन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने दूसरे चर्चों में जाना बंद नहीं किया। मैंने उन्हें हर सुबह प्रार्थना करने के लिए कमरे में जाते देखा और इससे मैं प्रभावित हुआ। वह सच में एक संत थे और हमेशा भक्त बने रहे। सभी संप्रदाय उनके लिए अच्छाई के साधन बन गए थे। उन्होंने पाया था कि धर्मशास्त्र कई हैं, लेकिन धर्म एक है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पिता पादरी से बेहतर जानते थे, जिसने स्वर्गीय पिता का नहीं बल्कि पुराने नियम के क्रूर बदला लेने वाले का चित्र खींचा था। एक शाश्वत यातना देने वाला, जैसा कि एंड्रयू डी वाइट अपनी आत्मकथा में उन्हें कहने का साहस करते हैं। खुशकिस्मती से अज्ञात की यह धारणा अब काफी हद तक अतीत की बात हो गई है। मेरे बचपन के मुख्य सुखों में से एक कबूतर और खरगोश पालना था। जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरे पिता ने इन पालतू जानवरों के लिए एक उपयुक्त घर बनाने में कितनी मेहनत की, तो मैं उनका आभारी होता हूँ। हमारा घर मेरे युवा साथियों का मुख्यालय बन गया था।
मेरी माँ हमेशा घर के माहौल को, अपने दोनों बेटों को सही रास्ते पर रखने का सबसे अच्छा तरीका मानती थीं। वह कहती थीं कि इस दिशा में पहला कदम घर को सुखद बनाना है, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह और मेरे पिता हमें और पड़ोस के बच्चों को खुश करने के लिए न करते, जो हमारे आसपास रहते थे। मेरा पहला व्यावसायिक उद्यम अपने साथियों की सेवाओं को एक मौसम के लिए एक नियोक्ता के रूप में सुरक्षित करना था, जिसका मुआवजा यह था कि जब छोटे खरगोश आते तो उनका नाम उनके नाम पर रखा जाता। शनिवार की छुट्टी आमतौर पर मेरे झुंड द्वारा खरगोशों के लिए खाना इकट्ठा करने में बिताई जाती थी। आज मेरा ज़मीर मुझे कोस रहा है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने अपने बचपन के साथियों के साथ कितना बुरा सौदा किया था, जिनमें से कई लोग पूरे सीज़न तक मेरे साथ डैंडेलियन और क्लोवर इकट्ठा करने में खुश थे। इस अनोखे इनाम की शर्त पर, जो मेहनत के बदले में अब तक का सबसे कम इनाम था। अफ़सोस, मैं उन्हें और क्या दे सकता था? एक पैसा भी नहीं। मैं इस योजना की याद को अपनी संगठनात्मक शक्ति के शुरुआती सबूत के तौर पर सहेज कर रखता हूँ, जिसके विकास पर ही मेरे जीवन की भौतिक सफलता टिकी हुई है। यह सफलता उस चीज़ की वजह से नहीं है जो मैंने खुद जानी या की है, बल्कि दूसरों को जानने और चुनने की क्षमता की वजह से है, जो मुझसे बेहतर जानते थे। ये किसी भी इंसान के लिए बहुत कीमती ज्ञान है। मैं स्टीम मशीनरी नहीं समझता था, लेकिन मैंने उस कहीं ज़्यादा जटिल मशीन इंसान को समझने की कोशिश की। 1898 में अपनी कोचिंग यात्रा के दौरान एक छोटे से हाईलैंड सराय में रुकने पर एक सज्जन आगे आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। वह मिस्टर मैकिन्टोश थे, स्कॉटलैंड के महान फर्नीचर निर्माता। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, एक बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को परिचित कराने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वह उन लड़कों में से एक थे जिन्होंने खरगोशों के लिए शिकार इकट्ठा किया था, और कभी-कभी उन्हें डर लगता था कि उन्होंने चोरी भी की थी, और एक का नाम उनके नाम पर रखा गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे उनसे मिलकर कितनी खुशी हुई। खरगोश वाले लड़कों में से वो एकमात्र ऐसे थे जिनसे मैं बाद में मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी दोस्ती आखिर तक बनाए रखूंगा और उनसे अक्सर मिलूंगा। जैसा कि मैं आज 1 दिसंबर 1913 को यह पांडुलिपि पढ़ रहा हूँ, मेरे पास उनका एक बहुत कीमती नोट है, जो उन पुराने दिनों की याद दिलाता है जब हम साथ में लड़के थे। इस समय तक उनके पास मेरा जवाब पहुंच गया होगा, जो उनके दिल को उसी तरह सुकून देगा जैसे उनके नोट ने मेरे दिल को दिया। स्टीम मशीनरी के आने और उसमें सुधार के साथ डनफर्म लाइन में छोटे निर्माताओं के लिए व्यापार और भी खराब होता गया, और आखिरकार पिट्सबर्ग में मेरी माँ की 2 बहनों को एक पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया था कि हमारे उनके पास जाने के विचार पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जैसा कि मुझे अपने माता-पिता को कहते हुए याद है, यह उनके अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके 2 छोटे बेटों की खातिर था। जवाब में संतोषजनक पत्र मिले। करघे और फर्नीचर को नीलामी में बेचने का फैसला लिया गया, और मेरे पिता की मीठी आवाज़ अक्सर माँ, भाई और मुझे यह गाना सुनाती थी। पश्चिम की ओर आज़ाद लोगों की ज़मीन पर, जहाँ शक्तिशाली मिसौरी नदी समुद्र में बहती है, जहाँ एक आदमी आदमी होता है भले ही उसे मेहनत करनी पड़े, और सबसे गरीब भी ज़मीन के फल इकट्ठा कर सकता है। बिक्री से मिली रकम बहुत निराशाजनक थी। कर्ज़ों से मुश्किल से कुछ मिला, और नतीजा यह हुआ कि परिवार को अमेरिका जाने का किराया देने के लिए 20 पाउंड और चाहिए थे। यहाँ मैं अपनी माँ की एक ज़िंदगी भर की साथी द्वारा किए गए दोस्ती के एक काम का ज़िक्र करना चाहूँगा, जो हमेशा पक्के दोस्त बनाती थीं, क्योंकि वह खुद भी बहुत पक्की थीं। श्रीमती हेंडरसन, जिनका जन्म का नाम एला फर्ग्यूसन था, इसी नाम से उन्हें हमारे परिवार में जाना जाता था। उन्होंने हिम्मत करके ज़रूरी 20 पाउंड दिए। मेरे चाचा लाउडर और मॉरिसन ने वापसी की गारंटी दी। चाचा लाउडर ने भी अपनी मदद और सलाह दी। हमारे लिए सभी काम संभाले, और 17 मई 1848 को हम डनफर्म लाइन से निकल गए। मेरी माँ 33 साल की है। मैं 13 साल का था। मेरा भाई टॉम 5 साल का था, एक खूबसूरत सफ़ेद बालों वाला बच्चा जिसकी आंखें चमकदार काली थीं, जो हर जगह लोगों का ध्यान खींचता था।
मैंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया था, सिवाय अमेरिका में एक सर्दी की रात की पढ़ाई के। और बाद में कुछ समय के लिए एक फ्रेंच नाइट टीचर से पढ़ा। और अजीब बात है, एक भाषण देने वाले से जिससे मैंने भाषण देना सीखा। मैं पढ़, लिख और हिसाब कर सकता था और मैंने बीजगणित और लैटिन का अध्ययन शुरू कर दिया था। यात्रा के दौरान मेरे चाचा लॉडर को लिखा गया एक पत्र, जो बाद में वापस मिल गया, दिखाता है कि मैं तब अब से बेहतर लिखता था। मैंने अंग्रेजी व्याकरण से जूझ रहा था और मुझे उतना ही कम पता था कि यह क्या सिखाने के लिए बनाया गया था, जितना आमतौर पर बच्चों को पता होता है। मैंने वॉलेस, ब्रूस और बर्न्स के अलावा बहुत कम पढ़ा था, लेकिन कई जानी पहचानी कविताएं दिल से याद थीं। मुझे इसमें बचपन की परियों की कहानियों को भी जोड़ना चाहिए, और खासकर अरेबियन नाइट्स, जिससे मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया। मैं सपनों की दुनिया में था जब मैं उन कहानियों को पढ़ रहा था। जिस दिन हम प्यारे डनफर्म लाइन से चले उस सुबह, उस बस में जो कोयले की रेलवे लाइन पर चार्ल्सटन तक चलती थी, मुझे याद है कि मैं आंखों में आंसू लिए खिड़की से बाहर देख रहा था, जब तक कि डनफर्म लाइन नजर से ओझल नहीं हो गया। आखिरी इमारत जो गायब हुई, वह भव्य और पवित्र पुरानी एबे थी। मेरी पहली 14 साल की गैर मौजूदगी के दौरान मेरा विचार लगभग रोजाना, जैसा कि उस सुबह था, मैं तुम्हें फिर कब देखूंगा। कुछ ही दिन ऐसे बीते होंगे जब मैंने अपनी आंखों के सामने एबे टॉवर पर जादुई अक्षर किंग रॉबर्ट द ब्रूस न देखे हों। बचपन की मेरी सभी यादें, परियों की दुनिया के बारे में जो कुछ भी मैं जानता था, वह सब पुरानी एबे और उसकी कर्फ्यू घंटी के आसपास इकट्ठा था, जो हर शाम 8 बजे बजती थी और मेरे लिए उसके बंद होने से पहले बिस्तर पर जाने का संकेत था। मैंने उस घंटी का जिक्र अपनी अमेरिकन फोर इन हैंड इन ब्रिटेन में किया है, जब मैं एबे के पास से गुजर रहा था, और मैं अब भी उसमें से उद्धृत कर सकता हूँ। जैसे ही हम पेंट से नीचे उतरे, मैं कोच की अगली सीट पर प्रोवोस्ट वॉल्स के साथ खड़ा था, जब मैंने एबे की घंटी की पहली आवाज़ सुनी, जो मेरी माँ और मेरे सम्मान में बजाई गई थी। मेरे घुटने जवाब दे गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, आंसू बहने लगे और मैं प्रोवोस्ट को यह बताने के लिए मुड़ा कि मुझे हार माननी होगी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ। किस्मत से मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक हमारे सामने कोई भीड़ नहीं थी। मुझे खुद को संभालने का समय मिल गया और अपने होठों को तब तक चबाता रहा जब तक उनसे खून नहीं निकल आया। मैंने खुद से बुदबुदाया, कोई बात नहीं, शांत रहो, तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन इस धरती पर मेरे कानों में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ सकती, न ही मेरी आत्मा में इतनी गहराई तक जा सकती है, जो मुझे अपनी मीठी, प्यारी, पिघला देने वाली शक्ति से इतना परेशान और वश में कर सके, जैसा उस आवाज़ ने किया। उस कर्फ्यू की घंटी से मुझे अपने छोटे से बिस्तर पर बचपन की मासूमियत की नींद सोने के लिए लिटाया गया था। पिताजी और माँ, कभी कोई, कभी दूसरा, हर रात मेरे ऊपर प्यार से झुककर मुझे बताते थे कि वह घंटी बजते समय क्या कहती है। उस घंटी ने उनके अनुवादों के माध्यम से मुझसे कई अच्छी बातें कही हैं। मैंने दिन में कोई गलत काम नहीं किया था, जिसके बारे में स्वर्ग और वहाँ के महान पिता की उस आवाज़ ने मुझे सोने से पहले प्यार से ना बताया हो। वे शब्द इतने साफ-साफ बोलते थे कि मुझे पता था कि उसे हिलाने वाली शक्ति ने सब कुछ देखा है और वह गुस्सा नहीं है। कभी गुस्सा नहीं, कभी नहीं, बल्कि बहुत, बहुत दुखी है। और आज भी जब मैं उसकी आवाज़ से सुनता हूँ, तो वह घंटी मेरे लिए खामोश नहीं है। उसके पास अब भी अपना संदेश है और अब वह निर्वासित माँ और बेटे का अपनी कीमती देखभाल में फिर से स्वागत करने के लिए बज रही थी। दुनिया के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमें ऐसा इनाम दे सके, जैसा कि एबे की घंटी ने हमारे सम्मान में बजते समय दिया था। लेकिन मेरे भाई टॉम को भी वहाँ होना चाहिए था। यही विचार आया। वह भी उस घंटी के चमत्कारों को जानना शुरू कर रहा था, इससे पहले कि हम नई ज़मीन पर चले गए। रूसो मीठे संगीत की धुन पर मरना चाहता था। अगर मैं अपना साथ चुनने का मौका मिलता, तो मैं चाहता कि एबे की घंटी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहे, जो मुझे उस दौड़ के बारे में बताए जो पूरी हो चुकी थी, और मुझे बुलाए, जैसा कि उसने उस छोटे सफ़ेद बालों वाले बच्चे को आखिरी बार बुलाया था, सोने के लिए। मुझे अपनी किताब के इस हिस्से के बारे में
पाठकों से कई चिट्ठियां मिली हैं। कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक कहा कि पढ़ते समय उनकी आंखों से आंसू आ गए। यह दिल से निकला था और शायद इसीलिए यह दूसरों के दिलों तक पहुंचा। हमें फोर्थ की खाड़ी में एक छोटी नाव में एडिनबर्ग स्टीमर तक ले जाया गया। जब मुझे छोटी नाव से स्टीमर पर ले जाया जा रहा था, तो मैं अंकल लॉडर के पास भागा और उनके गले लग गया, चिल्लाते हुए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। एक दयालु नाविक ने मुझे उनसे अलग किया और मुझे स्टीमर के डेक पर उठा लिया। डनफर्मलाइन की अपनी अगली यात्रा पर जब वह प्यारा बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया, तो उसने मुझे बताया कि यह सबसे दुखद विदाई थी जो उसने कभी देखी थी। हम 800 टन के सेलिंग जहाज विस्कासेट में ग्लासगो के ब्रूमेलो से रवाना हुए। 7 हफ्तों की यात्रा के दौरान मैं नाविकों को अच्छी तरह से जान गया, रस्सियों के नाम सीखे और यात्रियों को बोत्सवेन की पुकार का जवाब देने के लिए निर्देशित कर सका। क्योंकि जहाज में कर्मचारियों की कमी थी, इसलिए यात्रियों की मदद की बहुत ज़रूरत थी। नतीजतन मुझे नाविकों ने रविवार को नाविकों के मेस की एक खास चीज़ प्लम डफ में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। मैंने बहुत दुख के साथ जहाज छोड़ा। न्यूयॉर्क पहुंचना हैरान करने वाला था। मुझे एडिनबर्ग में रानी को दिखाने के लिए ले जाया गया था, लेकिन विदेश जाने से पहले मेरी यात्राएं बस इतनी ही थीं। ग्लासगो हम जहाज रवाना होने से पहले नहीं देख पाए। न्यूयॉर्क इंसानी मेहनत का पहला बड़ा शहर था, जिसके निवासियों के बीच में घुला मिला था, और वहाँ की हलचल और उत्साह ने मुझे अभिभूत कर दिया। न्यूयॉर्क में हमारे ठहरने के दौरान जो घटना मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई, वह तब हुई जब मैं कैसल गार्डन में बॉलिंग ग्रीन से गुजर रहा था। मुझे विस्कासेट के एक नाविक रॉबर्ट बैरीमैन ने अपनी बाहों में उठा लिया, जो आम जैकशोर फैशन में नीली जैकेट और सफ़ेद पतलून पहने हुए था। मुझे लगा कि वह अब तक देखा गया सबसे खूबसूरत आदमी था। वह मुझे एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर ले गया और मेरे लिए एक गिलास सरसाप्रिला ऑर्डर किया, जिसे मैंने इतने मज़े से पिया जैसे वह देवताओं का अमृत हो। आज तक मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी जो उस छवि का मुकाबला कर सके, जो मेरे मन में उस बहुत सजे हुए पीतल के बर्तन की भव्यता की बनी हुई है, जिसमें से वह अमृत झाग के साथ निकला था। अक्सर जब भी मैं उसी जगह से गुजरता हूँ, तो मुझे वहाँ उस बूढ़ी औरत का सरसापरिला स्टैंड खड़ा दिखता है, और मैं सोचता हूँ कि उस प्यारे बूढ़े नाविक का क्या हुआ होगा। मैंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन बेकार, इस उम्मीद में कि अगर वह मिल जाए तो वह बुढ़ापे का आनंद ले रहा होगा, और यह मेरे बस में हो कि मैं उसके बुढ़ापे के दिनों की खुशी में कुछ और जोड़ सकूं। वह मेरा आदर्श टॉम बॉलिंग था, और जब वह बढ़िया पुराना गाना गाया जाता है, तो मैं हमेशा पुरुष सुंदरता के रूप में अपने प्यारे पुराने दोस्त बैरीमैन को देखता हूँ। अफसोस, इससे पहले ही वो ऊपर जा चुका है। खैर, यात्रा के दौरान अपनी दयालुता से उसने एक लड़के को अपना समर्पित दोस्त और प्रशंसक बना लिया। हम न्यूयॉर्क में सिर्फ मिस्टर और मिसेस स्लोन को जानते थे, जो मशहूर जॉन, विली और हेनरी स्लोन के माता पिता थे। श्रीमती स्लोएन, यूफेमिया डगलस, डनफर्मलाइन में बचपन में मेरी माँ की सहेली थी। श्री स्लोएन और मेरे पिता साथ में बुनकर थे। हम उनसे मिलने गए और हमारा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। यह सच में खुशी की बात थी जब उनके बेटे विली ने 1900 में न्यूयॉर्क में हमारे घर के सामने अपनी 2 शादीशुदा बेटियों के लिए मुझसे ज़मीन खरीदी, ताकि हमारी तीसरी पीढ़ी के बच्चे वैसे ही साथ खेल सकें जैसे हमारी माँ स्कॉटलैंड में खेलती थी। न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन एजेंटों ने मेरे पिता को एरी नहर से बफेलो और लेक एरी होते हुए क्लीवलैंड जाने के लिए कहा, और फिर वहाँ से नहर के रास्ते बीवर तक जाने के लिए कहा। ये यात्रा तब 3 हफ्ते चलती थी, और आज रेल से 10 घंटे में पूरी हो जाती है। तब पिट्सबर्ग से कोई रेलवे संपर्क नहीं था, और न ही किसी पश्चिमी शहर से। एरी रेलवे बन रही थी, और यात्रा करते समय हमने उस पर काम करते हुए मजदूरों के झुंड देखे। जवानी में कुछ भी बुरा नहीं लगता, और मैं नहर की नाव पर यात्री के रूप में बिताए अपने 3 हफ्तों को पूरी खुशी के साथ याद करता हूँ। मेरे अनुभव की सभी अप्रिय बातें बहुत पहले ही यादों से मिट गई हैं, सिवाय उस रात के जब हमें बीवर में घाट की नाव पर रुकना पड़ा था, स्टीम बोट का इंतज़ार करते हुए जो हमें ओहियो नदी से पिट्सबर्ग ले जाने वाली थी। यह मच्छरों से हमारा पहला सामना था, उनकी पूरी भयंकरता के साथ।
मेरी माँ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि सुबह वह मुश्किल से देख पा रही थी। हम सब बहुत डरावने लग रहे थे, लेकिन मुझे याद नहीं कि उस रात की चुभन भरी तकलीफ़ ने भी मुझे चैन से सोने से रोका हो। मैं हमेशा सो सकता था, कभी नहीं जानता था कि भयानक रात नरक की संतान क्या होती है। पिट्सबर्ग में हमारे दोस्त हमसे खबर सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनके गर्मजोशी भरे और प्यार भरे स्वागत में हमारी सारी परेशानियां भूल गईं। हम एलेगेनी शहर में उनके साथ रहने लगे। मेरे चाचा होगन के एक भाई ने रेबेका स्ट्रीट में एक प्लॉट के पिछले हिस्से में एक छोटी सी बुनकर की दुकान बनाई थी। इसमें दूसरी मंजिल पर 2 कमरे थे और इन्हीं कमरों में किराए के बिना, क्योंकि वे मेरी चाची एटकेन के थे, मेरे माता-पिता ने घर बसाना शुरू किया। मेरे चाचा ने जल्द ही बुनाई का काम छोड़ दिया और मेरे पिता ने उनकी जगह ले ली और मेज़पोश बनाने लगे, जिन्हें उन्हें न केवल बुनना पड़ता था, बल्कि बाद में खुद ही व्यापारी बनकर यात्रा करके बेचना भी पड़ता था, क्योंकि कोई भी डीलर उन्हें बड़ी मात्रा में लेने को तैयार नहीं था। उन्हें खुद ही उन्हें बेचना पड़ता था घर-घर जाकर। आमदनी बहुत ही कम थी। हमेशा की तरह मेरी माँ मदद के लिए आगे आईं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। अपनी जवानी में उन्होंने अपने पिता के बिज़नेस में जेब खर्च के लिए जूते बनाना सीखा था और वह हुनर अब परिवार के फ़ायदे के लिए काम आया। मिस्टर फ़िप्स, जो मेरे दोस्त और पार्टनर मिस्टर हेनरी फ़िप्स के पिता थे, मेरे दादाजी की तरह एक मास्टर मोची थे। वह एलेगनी सिटी में हमारे पड़ोसी थे। उनसे काम मिला और घर के कामों के अलावा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास कोई नौकर नहीं था, ये अद्भुत महिला, मेरी माँ, जूते बनाकर हफ्ते में $4 कमाती थी। आधी रात को भी वो अक्सर काम करती हुई मिलती थी। दिन और शाम के बीच के समय में जब घर के काम से फुर्सत मिलती थी और मेरा छोटा भाई उनके घुटनों पर बैठकर सुई में धागा डालता और धागे पर मोम लगाता था, वह उसे, जैसा उन्होंने मुझे सुनाया था, स्कॉटिश लोकगीतों के अनमोल रत्न सुनाती थीं, जो उन्हें शायद मुँह ज़बानी याद थे, या उसे ऐसी कहानियाँ सुनाती थीं जिनमें कोई न कोई सीख ज़रूर होती थी। यहीं पर ईमानदार गरीबी के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तुलना में सबसे कीमती फ़ायदा मिलता है। माँ, नर्स, कुक, गवर्नेस, टीचर, संत, सब एक ही में। पिता, आदर्श, मार्गदर्शक, सलाहकार और दोस्त। इसी तरह मेरा और मेरे भाई का पालन-पोषण हुआ। करोड़पतिया, अमीर आदमी के बच्चे के पास ऐसा क्या है जो ऐसी विरासत के मुकाबले मायने रखता है? मेरी माँ एक व्यस्त महिला थी, लेकिन उनके सारे काम उन्हें पड़ोसियों द्वारा जल्द ही एक बुद्धिमान और दयालु महिला के रूप में पहचाने जाने से नहीं रोक पाए, जिनसे वे मुसीबत के समय सलाह या मदद के लिए संपर्क कर सकते थे। कई लोगों ने मुझे बताया कि मेरी माँ ने उनके लिए क्या किया। बाद के सालों में भी ऐसा ही था। जहाँ भी हम रहे, अमीर और गरीब अपनी परेशानियों के साथ उनके पास आते थे और अच्छी सलाह पाते थे। वह जहाँ भी जाती थीं, अपने पड़ोसियों के बीच सबसे अलग दिखती थीं। पिट्सबर्ग और काम। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरे लिए क्या काम मिल सकता है। मैंने अभी-अभी अपना 13वां साल पूरा किया था और मैं सचमुच काम करने के लिए बेताब था, ताकि मैं नए देश में परिवार को शुरुआत करने में मदद कर सकूं। गरीबी का डर मेरे लिए एक भयानक बुरे सपने जैसा बन गया था। उस समय मेरे विचार इस बात पर टिके थे कि हमें इतना पैसा कमाना और बचाना चाहिए कि साल में $300 हो जाए, $25 महीना, जो मेरे हिसाब से इतनी रकम थी जिससे हम दूसरों पर निर्भर हुए बिना रह सकें। उन दिनों हर ज़रूरी चीज़ बहुत सस्ती थी। मेरे अंकल होगन के भाई अक्सर पूछते थे कि मेरे माता-पिता मेरे साथ क्या करने वाले हैं, और एक दिन मेरे सामने वह सबसे दुखद घटना हुई जो मैंने कभी देखी थी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी नीयत से मेरी माँ से कहा कि मैं एक होशियार लड़का हूँ और सीखने में तेज़ हूँ, और उन्हें यकीन था कि अगर मेरे लिए एक टोकरी में बेचने के लिए छोटी-मोटी चीज़ें रख दी जाई, तो मैं उन्हें बंदरगाहों के आसपास बेचकर काफ़ी अच्छी रकम कमा सकता हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि एक गुस्से वाली औरत का क्या मतलब होता है।
उस समय मेरी माँ सिलाई कर रही थीं, लेकिन वह तुरंत खड़ी हो गईं और अपने हाथ फैलाकर उनके चेहरे के सामने हिलाए। क्या मेरा बेटा फेरी वाला बनेगा और बंदरगाहों पर गंदे आदमियों के बीच जाएगा? मैं तो उसे एल्लेघेनी नदी में फेंक दूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। वह दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाईं और मिस्टर होगन चले गए। वह एक दुखद रानी की तरह खड़ी थी। अगले ही पल वह टूट गई, लेकिन कुछ ही पलों के लिए आंसू गिरे और सिसकियां आईं। फिर उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपनी बाहों में लिया और हमसे कहा कि उनकी बेवकूफ़ी पर ध्यान न दें। दुनिया में हमारे ली करने के लिए बहुत सी चीज़ें थीं और हम उपयोगी आदमी बन सकते थे, सम्मानित और इज़्ज़तदार, अगर हम हमेशा वही करते जो सही था। ये हेलेन मैकग्रेगर की तरह था जब उन्होंने ऑसवाल्ड स्टोन को जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि वह अपने कैदियों को उतने ही टुकड़ों में कटवा देंगी जितने टार्टन में चेक होते हैं। लेकिन इस गुस्से का कारण अलग था। ऐसा इसलिए नहीं था कि सुझाया गया काम शांतिपूर्ण मजदूरी था, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि आलस्य शर्मनाक है, बल्कि इसलिए कि सुझाया गया काम कुछ हद तक आवारा किस्म का था और उसकी नज़रों में पूरी तरह से सम्मानजनक नहीं था। इससे बेहतर मौत। हाँ, माँ अपने दोनों बेटों को एक-एक को अपनी बाहों में लेकर उनके साथ मर जाती, बजाय इसके कि वे अपनी कम उम्र में बुरे लोगों की संगति में पड़े। जब मैं शुरुआती संघर्षों को याद करता हूँ तो ये कहा जा सकता है, उस देश में कोई भी परिवार इतना गर्व करने वाला नहीं था। सम्मान, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान की गहरी भावना पूरे घर में फैली हुई थी। वॉल्टर स्कॉट ने बर्न्स के बारे में कहा था कि उन्होंने किसी भी इंसान में इतनी असाधारण आंखें कभी नहीं देखी। मैं अपनी माँ के बारे में भी यही कह सकता हूँ। जैसा कि बर्न्स ने कहा है, उसकी आंखें खाली जगह पर भी सम्मान से चमकती थीं। कोई भी नीच, घटिया, धोखेबाज, चालाक, अशिष्ट, गुप्त या चुगली करने वाली बात उस वीर आत्मा के लिए पराई थी। टॉम और मैं ऐसे माता-पिता के साथ बड़े होकर सम्मानजनक चरित्र वाले बने, क्योंकि पिता भी प्रकृति के कुलीन लोगों में से एक थे, सभी के प्यारे, एक संत। इस घटना के तुरंत बाद मेरे पिता को हाथ से बुनाई का काम छोड़ने और एलेगेनी शहर में रहने वाले एक पुराने स्कॉटिश व्यक्ति मिस्टर ब्लैकस्टॉक की कॉटन फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत पड़ी। इस फैक्ट्री में उन्होंने मेरे लिए भी बॉबिन बॉय की नौकरी दिलवाई और मेरा पहला काम वहीं $1 और 20 सेंट प्रति सप्ताह की तनख्वाह पर हुआ। यह एक कठिन जीवन था। सर्दियों में पिता और मुझे अंधेरे में उठकर नाश्ता करना पड़ता था दिन निकलने से पहले। फैक्ट्री पहुंचना होता था और दोपहर के भोजन के लिए थोड़े से ब्रेक के साथ अंधेरा होने तक काम करना पड़ता था। घंटे मुझ पर बहुत भारी पड़ते थे और काम में मुझे कोई मज़ा नहीं आता था। लेकिन हर बादल में एक चांदी की परत होती है, क्योंकि इससे मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपनी दुनिया, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैंने तब से लाखों कमाए हैं, लेकिन उन लाखों में से किसी ने भी मुझे उतनी खुशी नहीं दी जितनी मेरे पहले सप्ताह की कमाई ने दी। अब मैं परिवार का मददगार, रोटी कमाने वाला था और अब अपने माता-पिता पर पूरी तरह से बोझ नहीं था। मैंने अक्सर अपने पिता को द बोटी रोज़ गाते हुए सुना था और अक्सर मेरा मन करता था कि मैं उस कविता की आखिरी पंक्तियों को पूरा करूं। जब इलेक, जॉक और जेनेटी उठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, तो वे नाव चलाने में मदद करेंगे और हमारी सारी चिंताएं कम कर देंगे। मैं अपनी छोटी सी नाव को तेजी से चलाना चाहता था। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि एलेक, जॉक और जेनेटी सबसे पहले थे जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। स्कॉटलैंड पहला देश था जिसने सभी माता-पिता, चाहे वे अमीर हों या गरीब, को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा और पैरिश पब्लिक स्कूल स्थापित किए। इसके तुरंत बाद मिस्टर जॉन हे एलेगेनी सिटी में बॉबिन बनाने वाले एक साथी स्कॉटिश निर्माता को एक लड़के की ज़रूरत थी और उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनकी सेवा में नहीं जाना चाहूँगा। मैं गया और मुझे हर हफ्ते $2 मिलते थे। लेकिन शुरू में काम फैक्ट्री से भी ज़्यादा थकाने वाला था। मुझे एक छोटा स्टीम इंजन चलाना पड़ता था और बॉबिन फैक्ट्री के तहखाने में बॉयलर में आग जलानी पड़ती थी। यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैंने खुद को रात
दर रात बिस्तर पर बैठा हुआ स्टीम गेज चेक करते हुए पाया, एक समय डर लगता था कि स्टीम बहुत कम है और ऊपर के मजदूर शिकायत करेंगे कि उनके पास काफ़ी पावर नहीं है, और दूसरे समय डर लगता था कि स्टीम बहुत ज़्यादा है और बॉयलर फट सकता है। लेकिन ये सब मेरे माता-पिता से छिपाना मेरे लिए इज़्ज़त की बात थी। उनकी अपनी परेशानियाँ थीं और वे उन्हें सहते थे। मुझे भी मर्द बनकर अपनी परेशानियाँ सहनी थीं। मेरी उम्मीदें ऊँची थीं और मैं हर दिन किसी बदलाव का इंतज़ार करता था। वह क्या होगा? ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर मैं लगा रहा तो वह ज़रूर आएगा। इसके अलावा इस समय मैं खुद से ये पूछने से पीछे नहीं हटता था कि वालिस ने क्या किया होता और एक स्कॉटिश आदमी को क्या करना चाहिए। एक बात का मुझे यकीन था, उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन मौका आया, मिस्टर हे को कुछ बिल बनाने थे, उनके पास कोई क्लर्क नहीं था और वे खुद भी अच्छी लिखावट वाले नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह की लिखावट लिख सकता हूँ और मुझे कुछ लिखने को दिया। नतीजा उन्हें पसंद आया और उसके बाद उन्हें यह आसान लगा कि मैं उनके बिल बनाऊँ। मैं हिसाब किताब में भी अच्छा था और जल्द ही उन्हें लगा कि यह उनके फ़ायदे में है। और इसके अलावा प्यारे बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि वे सफ़ेद बालों वाले लड़के के प्रति अच्छी भावना से प्रेरित थे, क्योंकि उनका दिल दयालु था और वे स्कॉटिश थे और मुझे इंजन के काम से राहत देना चाहते थे। मुझे दूसरे कामों में लगाया जो एक बात को छोड़कर कम आपत्तिजनक थे। अब मेरा काम नए बने इस फूल को तेल के टब में नहलाना था। किस्मत से इस काम के लिए एक कमरा रिज़र्व था और मैं अकेला था। लेकिन जितना भी हौसला मैं जुटा सकता था या अपनी कमज़ोरी पर जितना भी गुस्सा मुझे आता था, वह मेरे पेट को बहुत अजीब तरह से व्यवहार करने से नहीं रोक पाया। मैं कभी भी तेल की गंध से होने वाली उल्टी को दूर करने में कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि वॉलेस और ब्रूस भी नाकाम रहे। लेकिन अगर मुझे नाश्ता या रात का खाना छोड़ना पड़ता था, तो मुझे रात के खाने के लिए और भी ज़्यादा भूख लगती थी और दिया गया काम पूरा हो जाता था। वॉलेस या ब्रूस का सच्चा शिष्य हार नहीं मान सकता, वह पहले मर जाएगा। मिस्टर हे के साथ मेरी नौकरी कॉटन फैक्ट्री से बहुत बेहतर थी और मुझे एक ऐसे मालिक से भी जान पहचान हुई जो मेरे प्रति बहुत दयालु थे। मिस्टर हे अपने खाते सिंगल एंट्री में रखते थे और मैं उनके लिए उन्हें संभाल पाता था। लेकिन ये सुनकर कि सभी बड़ी कंपनियां अपने खाते डबल एंट्री में रखती हैं और अपने साथियों जॉन फिप्स, थॉमसन, मिलर और विलियम काउली से इस बारे में बात करने के बाद हम सब ने सर्दियों में नाइट स्कूल जाने और बड़ी प्रणाली सीखने का फैसला किया। इसलिए हम चारों पिट्सबर्ग में मिस्टर विलियम्स के पास गए और डबल एंट्री बही खाता सीखा। 1850 की शुरुआत में एक शाम जब मैं काम से घर लौटा, तो मुझे बताया गया कि बै टेलीग्राफ ऑफिस के मैनेजर मिस्टर डेविड ब्रूक्स ने मेरे चाचा होगन से पूछा था कि क्या उन्हें पता है कि मैसेंजर के तौर पर काम करने के लिए कोई अच्छा लड़का कहाँ मिल सकता है। मिस्टर ब्रूक्स और मेरे चाचा शतरंज के शौकीन खिलाड़ी थे और शतरंज के खेल के दौरान ही यह महत्वपूर्ण पूछताछ की गई थी। ऐसी छोटी मोटी बातों पर ही सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निर्भर करते हैं। एक शब्द, एक नज़र, एक लहजा न केवल व्यक्तियों बल्कि राष्ट्रों की किस्मत को भी प्रभावित कर सकता है। वह आदमी बहुत बहादुर है जो किसी भी चीज़ को छोटी-मोटी बात कहता है। वह कौन था जिसने छोटी-मोटी बातों को नज़रअंदाज करने की सलाह दिए जाने पर कहा था कि अगर कोई उसे बता दे कि छोटी-मोटी बात क्या होती है, तो वह हमेशा ऐसा करेगा। युवाओं को याद रखना चाहिए कि छोटी-मोटी बातों पर ही अक्सर देवताओं के सबसे अच्छे उपहार निर्भर करते हैं। मेरे चाचा ने मेरा नाम लिया और कहा कि वह देखेंगे कि क्या मैं ये पद लेना चाहूँगा। मुझे वह पारिवारिक बैठक बहुत अच्छी तरह याद है जो हुई थी। बेशक मैं खुशी से पागल था। पिंजरे में बंद किसी भी पक्षी ने आज़ादी के लिए मुझसे ज़्यादा इच्छा नहीं की होगी। माँ पक्ष में थी, लेकिन पिताजी मेरी इच्छा को मना करने के मूड में थे। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। मैं बहुत छोटा और नासमझ था। प्रति सप्ताह
$2.5 की पेशकश के लिए यह स्पष्ट था कि एक बहुत बड़े लड़के की उम्मीद थी। देर रात मुझे टेलीग्राम लेकर गांव में जाना पड़ सकता था और वहां खतरे भी हो सकते थे। कुल मिलाकर मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे लिए वहीं रहना सबसे अच्छा होगा जहां मैं था। बाद में उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया और मुझे कोशिश करने की इजाज़त दे दी, और मुझे लगता है कि वह मिस्टर हे के पास गए और उनसे सलाह ली। मिस्टर हे को लगा कि ये मेरे फ़ायदे में होगा, और हालाँकि जैसा कि उन्होंने कहा, ये उनके लिए थोड़ी परेशानी होगी। फिर भी उन्होंने सलाह दी कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, और अगर मैं नाकाम रहता हूँ तो उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि कहा कि मेरी पुरानी जगह मेरे लिए खुली रहेगी। ये तय होने के बाद मुझसे कहा गया कि मैं नदी पार करके पिट्सबर्ग जाऊँ और मिस्टर ब्रूक्स से मिलूँ। मेरे पिता मेरे साथ जाना चाहते थे, और ये तय हुआ कि वह टेलीग्राफ ऑफिस तक मेरे साथ जाएँगे, जो 4th और वुड स्ट्रीट्स के कोने पर था। वह एक चमकदार, धूप वाली सुबह थी और ये एक अच्छा संकेत था। पिता और मैं एलेगेनी से पिट्सबर्ग तक पैदल गए, जो हमारे घर से लगभग 2 मील की दूरी पर था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने पिता से बाहर इंतजार करने को कहा। मैंने अकेले ऊपर दूसरी या ऑपरेटिंग मंजिल पर जाकर उस महान आदमी से मिलने और अपना भाग्य जानने की जिद की। शायद मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस समय तक मैंने खुद को कुछ हद तक एक अमेरिकी समझना शुरू कर दिया था। पहले लड़के मुझे स्कॉची, स्कॉची कहकर बुलाते थे, और मैं जवाब देता था, हाँ, मैं स्कॉटिश हूँ और मुझे इस नाम पर गर्व है। लेकिन बोलने और बात करने में स्कॉटिश लहजा थोड़ा कम हो गया था, और मुझे लगा कि अगर मैं मिस्टर ब्रूक्स के साथ अकेला रहूंगा तो मैं बेहतर प्रदर्शन कर पाऊंगा, बजाय इसके कि मेरे अच्छे पुराने स्कॉटिश पिता मौजूद हों, शायद मेरे नखरों पर मुस्कुराने के लिए। मैंने अपनी एक सफ़ेद लिनन की शर्ट पहनी थी, जिसे आमतौर पर सप्त के दिन के लिए पवित्र रखा जाता था। मेरा नीला राउंड अबाउट और मेरा पूरा संडे सूट। उस समय और टेलीग्राफ सेवा में शामिल होने के कुछ हफ्ते बाद तक मेरे पास गर्मियों के कपड़ों का सिर्फ एक लिनन का सूट था, और हर शनिवार रात, चाहे वह मेरी ड्यूटी की रात हो और मैं आधी रात के करीब तक वापस ना आता, मेरी माँ उन कपड़ों को धोती और इस्त्री करती थी, और मैं उन्हें सब्त की सुबह ताज़ा पहनता था। पश्चिमी दुनिया में जगह बनाने के लिए हम जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें उस नायिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसने न किया हो। पिता के लंबे फैक्ट्री के घंटों ने उनकी ताकत को आजमाया, लेकिन वह भी एक हीरो की तरह अच्छी लड़ाई लड़े और मुझे प्रोत्साहित करना कभी नहीं भूले। इंटरव्यू सफल रहा। मैंने यह समझाने का ध्यान रखा कि मैं पिट्सबर्ग को नहीं जानता, कि शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इतना मजबूत नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे बस एक मौका चाहिए था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितनी जल्दी आ सकता हूँ, और मैंने कहा कि अगर ज़रूरत हो तो मैं अभी रुक सकता हूँ। और उन हालात को पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि इस पर नौजवानों को ज़रूर सोचना चाहिए। मौका न गंवाना एक बहुत बड़ी गलती है। मुझे वह पद ऑफ़र किया गया था। कुछ भी हो सकता था, किसी दूसरे लड़के को बुलाया जा सकता था। खुद को वहाँ पहुँचाने के बाद मैंने सोचा कि अगर हो सके तो मैं वहीं रहूँगा। मिस्टर ब्रूक्स ने बहुत दयालुता से दूसरे लड़के को बुलाया, क्योंकि एक अतिरिक्त संदेशवाहक की ज़रूरत थी, और उससे मुझे सब कुछ दिखाने और मेरे साथ जाने और मुझे काम सिखाने के लिए कहा। मुझे जल्द ही गली के कोने तक दौड़कर जाने और अपने पिता को यह बताने का मौका मिल गया कि सब ठीक है, और घर जाकर माँ को यह बताने का कि मुझे नौकरी मिल गई है। और इस तरह 1850 में मुझे ज़िंदगी में अपनी पहली असली शुरुआत मिली। अंधेरे तहखाने से, जहाँ मैं $2 प्रति सप्ताह पर स्टीम इंजन चलाता था, कोयले की गंदगी से सना हुआ जिंदगी के ऊंचे उठने वाले प्रभावों का कोई निशान नहीं था। मुझे स्वर्ग में उठा लिया गया। हाँ, जन्नत में। जैसा कि मुझे लगा, मेरे चारों ओर अखबार, पेन, पेंसिल और धूप थी। शायद ही कोई ऐसा मिनट था जब मैं कुछ सीख ना सकूं या यह पता ना लगा सकूं कि कितना कुछ सीखना है और मुझे कितना कम पता है। मुझे लगा कि मेरा पैर सीढ़ी पर है और मुझे ऊपर चढ़ना ही है। मुझे बस एक ही डर था, और वह यह था कि मैं उन अलग-अलग
बिजनेस हाउसों के पते जल्दी से नहीं सीख पाऊंगा जहां संदेश पहुंचाने थे। इसलिए मैंने इन हाउसों के साइन गली के एक तरफ से ऊपर और दूसरी तरफ से नीचे नोट करना शुरू कर दिया। रात में मैं अपनी याददाश्त का अभ्यास करता था, बारी बारी से अलग अलग फर्मों के नाम लेकर। कुछ ही समय में मैं अपनी आंखें बंद करके एक बिजनेस स्ट्रीट के निचले हिस्से से शुरू करके एक तरफ से ऊपर तक सही क्रम में फर्मों के नाम बता सकता था। फिर दूसरी तरफ पार करके नियमित क्रम में फिर से नीचे तक जा सकता था। अगला कदम खुद उन लोगों को जानना था, क्योंकि इससे एक संदेशवाहक को बहुत फायदा होता था और अक्सर लंबी यात्रा से बच जाता था। अगर वह फर्मों के सदस्यों या कर्मचारियों को जानता हो, वह इनमें से किसी एक से सीधे उसके ऑफिस जाते समय मिल सकता था। सड़क पर मैसेज पहुंचाना लड़कों के बीच एक बड़ी जीत मानी जाती थी, और लड़के को खुद भी ये अतिरिक्त संतुष्टि मिलती थी कि एक बड़ा आदमी, और ज़्यादातर आदमी मैसेज पहुंचाने वालों के लिए बड़े ही होते हैं, इस तरह सड़क पर रुककर शायद ही कभी लड़के को नोटिस करना और उसकी तारीफ कद करना भूलता था। 1850 का पिट्सबर्ग अब जैसा है उससे बहुत अलग था। यह अभी भी उस बड़ी आग से उबर नहीं पाया था जिसने 10 अप्रैल 1845 को शहर के पूरे बिजनेस हिस्से को तबाह कर दिया था। ज्यादातर घर लकड़ी के थे, कुछ ही ईंट के थे, और एक भी आग से सुरक्षित नहीं था। पिट्सबर्ग और उसके आसपास की पूरी आबादी 40,000 से ज्यादा नहीं थी। शहर का बिजनेस वाला हिस्सा फिफ्थ एवेन्यू तक नहीं फैला था, जो तब एक बहुत शांत सड़क थी जो सिर्फ उस पर थिएटर होने के लिए मशहूर थी। फेडरल स्ट्रीट, एलिगेनी में बिखरी हुई बिजनेस की दुकानें थीं जिनके बीच बड़ी खाली जगहें थीं। और मुझे याद है कि मैं आज के फिफ्थ वार्ड के ठीक बीच में तालाबों पर स्केटिंग करता था। हमारे यूनियन आयरन मिल्स की जगह तब और कई साल बाद तक एक पत्ता गोभी का बगीचा था। जनरल रॉबिन्सन, जिन्हें मैंने कई टेलीग्राफ संदेश पहुंचाए थे, ओहियो नदी के पश्चिम में पैदा होने वाले पहले गोरे बच्चे थे। मैंने पहली टेलीग्राफ लाइन देखी जो पूरब से शहर तक बिछाई गई थी, और बाद में मैंने पहला लोकोमोटिव भी देखा जो ओहियो पेंसिल्वेनिया रेल रोड के लिए था, जिसे फिलाडेल्फिया से नहर के रास्ते लाया गया था और एलेगेनी सिटी में एक नाव से उतारा गया था। पूरब से कोई सीधी रेलवे कनेक्शन नहीं था। यात्री नहर से एलेघेनी पहाड़ों की तलहटी तक जाते थे, जहां से उन्हें हॉलिडेसबर्ग तक 30 मील की दूरी तक रेल से ले जाया जाता था, फिर नहर से कोलंबिया तक, और फिर फिलाडेल्फिया तक 81 मील रेल से। यह यात्रा 3 दिन में पूरी होती थी। उस समय पिट्सबर्ग में दिन की सबसे बड़ी घटना सिनसिनाटी से आने जाने वाली स्टीम पैकेट का आगमन और प्रस्थान था, क्योंकि दैनिक संचार स्थापित हो गया था। शहर का अधिकांश व्यवसाय पूरब और पश्चिम में माल भेजने का था, क्योंकि यह नदी से नहर तक का बड़ा ट्रांसफर स्टेशन था। एक रोलिंग मिल ने लोहा रोल करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1 टन भी कच्चा लोहा नहीं बनाया गया था, और उसके बाद कई सालों तक 1 टन भी स्टील नहीं बनाया गया। कच्चे लोहे का निर्माण शुरू में उचित ईंधन की कमी के कारण पूरी तरह विफल रहा। हालांकि दुनिया में कोकिंग कोयले का सबसे मूल्यवान भंडार कुछ ही मील की दूरी पर था, जिसके बारे में कोक से लोहे को पिघलाने के लिए सोचा भी नहीं गया था, जैसे कि प्राकृतिक गैस के भंडार जो सदियों से शहर के नीचे अछूते पड़े थे। उस समय शहर में आधे दर्जन भी गाड़ी वाले लोग नहीं थे, और कई सालों बाद भी कोचमैन के लिए भी वर्दी शुरू करने का प्रयास नहीं किया गया। शायद 1861 तक पिट्सबर्ग के इतिहास में हुई सबसे उल्लेखनीय वित्तीय घटना श्री फानेस्टॉक का व्यवसाय से रिटायर होना था, जिन्हें उनके भागीदारों ने उनके हिस्से के लिए $1,74,000 की भारी रकम दी थी। वह रकम तब कितनी बड़ी लगती थी और अब कितनी मामूली। मैसेंजर बॉय के रूप में मेरी स्थिति ने मुझे जल्द ही शहर के कुछ प्रमुख लोगों से परिचित करा दिया। पिट्सबर्ग का बार प्रतिष्ठित था। जज विल्किंस इसके प्रमुख थे, और वह और जज मैककैंडलेस, जज मैकलर, चार्ल्स शेलर और उनके पार्टनर एडविन एम स्टैंटन, जो बाद में महान युद्ध सचिव बने, लिंकन के दाहिने हाथ।
ये सभी मेरे जाने पहचाने थे, खासकर आखिरी वाले, क्योंकि उन्होंने एक लड़के के तौर पर मुझ पर ध्यान देने की कृपा की थी। बिजनेस जगत में प्रमुख लोगों में जो अभी भी जीवित हैं, थॉमस एम होवे, जेम्स पार्क, सी जी, हस्सी बेंजामिन एफ जोन्स, विलियम थो, जॉन चैलफेंट, कर्नल हेरॉन महान लोग थे जिन्हें मैसेंजर लड़के अपना आदर्श मानते थे, और वे बुरे आदर्श भी नहीं थे, जैसा कि उनके जीवन ने साबित किया। हाय 1906 में जब मैं इस पैराग्राफ को रिवाइज कर रहा हूं, तो सभी मर चुके हैं। इस तरह गंभीर जुलूस आगे बढ़ता है। एक टेलीग्राफ मैसेंजर के तौर पर मेरा जीवन हर तरह से खुशहाल था, और इसी पद पर रहते हुए मैंने अपनी सबसे गहरी दोस्ती की नींव रखी। सीनियर मैसेंजर लड़के को प्रमोशन मिलने के बाद एक नए लड़के की ज़रूरत थी, और वह डेविड मैककार्गो के रूप में आया, जो बाद में एलेगेनी वैली रेलवे के जाने माने सुपरिटेंडेंट बने। उन्हें मेरा साथी बनाया गया, और हमें ईस्टर्न लाइन से सभी मैसेज डिलीवर करने थे, जबकि दो दूसरे लड़के वेस्ट से मैसेज डिलीवर करते थे। ईस्टर्न और वेस्टर्न टेलीग्राफ कंपनियां तब अलग अलग थीं, हालांकि वे एक ही बिल्डिंग में थीं। डेवी और मैं तुरंत पक्के दोस्त बन गए। एक बड़ा कारण यह था कि वह स्कॉटिश था, क्योंकि हालांकि डेवी अमेरिका में पैदा हुआ था, उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बोलचाल में पूरी तरह से स्कॉटिश थे। डेवी की नियुक्ति के कुछ समय बाद एक तीसरे लड़के की जरूरत पड़ी, और इस बार मुझसे पूछा गया कि क्या मैं कोई उपयुक्त लड़का ढूंढ सकता हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैंने अपने दोस्त रॉबर्ट पिटकर्न को ढूंढ लिया, जो बाद में मेरे उत्तराधिकारी के रूप में पिट्सबर्ग में पेंसिल्वेनिया रेल रोड के सुपरिटेंडेंट और जनरल एजेंट बने। रॉबर्ट मेरी तरह न सिर्फ स्कॉटिश था, बल्कि स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था। इसलिए डेवी, बॉब और एंडी तीन स्कॉटिश लड़के बन गए, जो पिट्सबर्ग में ईस्टर्न टेलीग्राफ लाइन के सभी मैसेज पहुंचाते थे। उस समय की शानदार सैलरी $2.5 प्रति हफ्ते पर। लड़कों का काम हर सुबह ऑफिस में झाड़ू लगाना था, और ये हम बारी बारी से करते थे, इसलिए आप देख सकते हैं कि हम सब ने नीचे से शुरुआत की। माननीय HW ऑलिवर ऑलिवर ब्रदर्स की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के हेड, और WC मोरलैंड सिटी सॉलिसिटर बाद में इस ग्रुप में शामिल हुए, और उन्होंने भी इसी तरह से शुरुआत की। जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने वाले युवा को अमीर आदमी के बेटे से डरने की जरूरत नहीं है, न ही उसके भतीजे से, न ही उसके चचेरे भाई से। उससे उस छुपे रुस्तम लड़के से सावधान रहना चाहिए, जो ऑफिस में झाड़ू लगाने से शुरुआत करता है। उन दिनों एक मैसेंजर लड़के को कई मज़े मिलते थे। वहाँ थोक फलों की दुकानें थीं, जहाँ कभी कभी मैसेज जल्दी पहुँचाने पर जेब भर सेब मिल जाते थे। बेकरी और कन्फेक्शनरी की दुकानें थीं, जहाँ कभी कभी उसे मीठे केक दिए जाते थे। वह बहुत अच्छे लोगों से मिलता था, जिनकी वह इज्जत करता था। वे उससे प्यार से बात करते थे और उसकी तेज़ी की तारीफ करते थे। शायद उसने उसे ऑफिस वापस जाते समय एक मैसेज देने के लिए कहा था। मुझे ऐसी कोई स्थिति नहीं पता जिसमें कोई लड़का ज़्यादा ध्यान खींच सके, जो कि एक सच में होशियार लड़के को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। समझदार लोग हमेशा होशियार लड़कों की तलाश में रहते हैं। इस जिंदगी का एक बड़ा रोमांच 10 सेंट का एक्स्ट्रा चार्ज था, जो हमें एक तय लिमिट से बाहर डिलीवर किए गए मैसेज के लिए इकट्ठा करने की इजाज़त थी। ये डाइम मैसेज, जैसा कि उम्मीद थी, ध्यान से देखे जाते थे, और डिलीवरी के अधिकार को लेकर हमारे बीच झगड़े होते थे। कुछ मामलों में यह आरोप लगाया गया कि लड़कों ने कभी-कभी बारी के बिना ही डाइम मैसेज ले लिए थे। यह हमारे बीच गंभीर परेशानी का एकमात्र कारण था। समझौते के तौर पर मैंने प्रस्ताव दिया कि हम इन मैसेज को पूल करें और हर हफ्ते के आखिर में कैश को बराबर बांट लें। मुझे कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद हमेशा शांति और अच्छा माहौल रहा। एक्स्ट्रा कमाई का यह पूलिंग आर्टिफिशियल कीमतें बनाने के इरादे से नहीं था, बल्कि यह सच में सहयोग था। यह वित्तीय संगठन में मेरा पहला प्रयास था। लड़कों को लगता था कि उन्हें इन डिविडेंड को खर्च करने का पूरा अधिकार है, और पास की मिठाई की दुकान का उनमें से ज्यादातर के साथ खाता चलता था। खाते कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरड्रॉन हो जाते थे, इसलिए कोषाध्यक्ष को मिठाई वाले को सूचित करना पड़ता था, जो उसने सही तरीके से किया, कि वह बहुत भूखे और लालची लड़कों द्वारा किए गए किसी भी कर्ज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
रॉबर्ट पिटकेर्न सबसे बड़ा अपराधी था। जाहिर है कि उसका न केवल एक दांत खराब था, बल्कि उसके सभी दांत उसी तरह के थे। वह एक दिन मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था जब मैंने उसे डांट दिया कि कम से कम अपने पेट के अंदर रहने वाले जीवों पर रहम करो, इतना मीठा मत खाया करो। कर्नल एंडरसन और किताबें। अपनी सभी खुशियों के बावजूद मैसेंजर लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हर दूसरी शाम उन्हें ऑफिस बंद होने तक ड्यूटी पर रहना पड़ता था, और इन रातों में मैं शायद ही कभी 11 बजे से पहले घर पहुंच पाता था। बदले में दूसरी रातों को हमें 6 बजे छुट्टी मिल जाती थी। इससे खुद को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता था, और न ही परिवार की ज़रूरतों के कारण किताबों पर खर्च करने के लिए पैसे बचते थे। हालांकि ऊपर से आशीर्वाद की तरह एक ऐसा जरिया मिला जिससे साहित्य के खजाने मेरे लिए खुल गए। कर्नल जेम्स एंडरसन, मैं लिखते समय उनके नाम को आशीर्वाद देता हूँ, ने घोषणा की कि वह अपनी 400 किताबों की लाइब्रेरी लड़कों के लिए खोलेंगे, ताकि कोई भी युवा हर शनिवार दोपहर को एक किताब ले सके, जिसे अगले शनिवार को दूसरी किताब से बदला जा सके। मेरे दोस्त श्री थॉमस एंड मिलर ने हाल ही में मुझे याद दिलाया कि कर्नल एंडरसन की किताबें सबसे पहले काम करने वाले लड़कों के लिए खोली गई थीं, और यह सवाल उठा कि क्या मैसेंजर लड़के, क्लर्क और अन्य लोग जो अपने हाथों से काम नहीं करते थे, किताबों के हकदार थे। प्रेस को मेरा पहला संदेश पिट्सबर्ग डिस्पैच को लिखा गया एक नोट था, जिसमें जोर दिया गया था कि हमें बाहर नहीं रखा जाना चाहिए, कि हालांकि हम अब अपने हाथों से काम नहीं करते थे, हम में से कुछ ने ऐसा किया था, और हम सच में काम करने वाले लड़के थे। प्यारे कर्नल, एंडरसन ने तुरंत वर्गीकरण को बढ़ा दिया। तो एक सार्वजनिक लेखक के रूप में मेरा पहला प्रदर्शन सफल रहा। मेरे प्यारे दोस्त टॉम मिलर, जो अंदरूनी सर्कल में से एक थे, कर्नल एंडरसन के पास रहते थे, और उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, और इस तरह मेरी काल कोठरी की दीवारों में खिड़कियां खुल गईं जिनसे ज्ञान की रोशनी अंदर आई। हर दिन की मेहनत और यहाँ तक कि रात की लंबी ड्यूटी के घंटे भी उस किताब से हल्के हो जाते थे, जिसे मैं अपने साथ रखता था और ड्यूटी से मिलने वाले खाली समय में पढ़ता था। और भविष्य इस सोच से उज्जवल हो गया कि जब शनिवार आएगा तो एक नई किताब मिल जाएगी। इस तरह मैं मैकाले के निबंधों और उनके इतिहास और बैनक्रॉफ्ट के हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से परिचित हुआ, जिसे मैंने उस समय पढ़ी किसी भी अन्य किताब से ज़्यादा ध्यान से पढ़ा। लैम्ब के निबंध मेरी खास खुशी थे, लेकिन उस समय मुझे सभी महान गुरु शेक्सपियर के बारे में स्कूल की किताबों में चुने हुए अंशों के अलावा कोई जानकारी नहीं थी। उनके लिए मेरा शौक थोड़ा बाद में पुराने पिट्सबर्ग थिएटर में जागा। जॉन फिप्स, जेम्स आर विल्सन, थॉमस एंड मिलर, विलियम काउली, हमारे समूह के सदस्य ने मेरे साथ कर्नल एंडरसन की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने का अनमोल सौभाग्य साझा किया। ऐसी किताबें जिन्हें मेरे लिए कहीं और से हासिल करना असंभव होता, उनकी समझदारी भरी उदारता से मेरी पहुंच में आ गई, और मैं उनके प्रति, साहित्य के प्रति उस रुचि के लिए ऋणी हूं जिसे मैं उन सभी लाखों रुपयों के लिए भी नहीं बदलूंगा जो इंसान ने कभी जमा किए हैं। इसके बिना जीवन बिल्कुल असहनीय होगा। अच्छे कर्नल की भलाई ने मेरे साथियों और मुझे नीची संगत और बुरी आदतों से दूर रखने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। बाद में जब किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई, तो मेरा पहला काम अपने परोपकारी के लिए एक स्मारक बनवाना था। ये डायमंड स्क्वायर में हॉल और लाइब्रेरी के सामने खड़ा है, जिसे मैंने एलेगेनी को भेंट किया था, और इस पर यह शिलालेख है। कर्नल जेम्स एंडरसन को, पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में मुफ्त पुस्तकालयों के संस्थापक, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी कामकाजी लड़कों के लिए खोली, और शनिवार दोपहर को लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। इस प्रकार न केवल अपनी किताबें बल्कि खुद को भी इस नेक काम के लिए समर्पित किया। ये स्मारक एंड्रयू कार्नेगी द्वारा कृतज्ञतापूर्वक याद में बनवाया गया है, जो उन कामकाजी लड़कों में से एक थे जिनके लिए इस प्रकार ज्ञान और कल्पना के अनमोल खजाने खोले गए, जिनके माध्यम से युवा ऊपर उठ सकते हैं। यह सिर्फ एक छोटा सा सम्मान है, और उस कृतज्ञता की गहराई का सिर्फ एक हल्का सा
अंदाज़ा देता है जो मैं उनके लिए महसूस करता हूँ, जो उन्होंने मेरे और मेरे साथियों के लिए किया। यह मेरे अपने शुरुआती अनुभव से था कि मैंने फैसला किया कि पैसे का कोई भी उपयोग इतना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, जो उन लड़कों और लड़कियों के लिए अच्छा हो जिनके अंदर अच्छाई है और उसे विकसित करने की क्षमता और महत्वाकांक्षा है, जितना कि एक ऐसे समुदाय में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना जो इसे एक नगरपालिका संस्था के रूप में समर्थन देने को तैयार हो। मुझे यकीन है कि जिन पुस्तकालयों को स्थापित करने का सौभाग्य मुझे मिला है, उनका भविष्य इस राय की सच्चाई को साबित करेगा। क्योंकि अगर हर लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का इनमें से किसी एक लाइब्रेरी तक पहुंचने से उतना ही फायदा उठाता है, जितना मुझे कर्नल एंडरसन की 400 पुरानी किताबों से मिला था, तो मैं समझूंगा कि उन्हें बेकार में स्थापित नहीं किया गया है। जैसा पौधा मुड़ता है, वैसा ही पेड़ बनता है। दुनिया के खजाने जो किताबों में हैं, मेरे लिए सही समय पर खुले। एक लाइब्रेरी का बुनियादी फायदा ये है कि वह कुछ भी मुफ्त में नहीं देती। युवाओं को ज्ञान खुद हासिल करना होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। मुझे यह जानकर बहुत संतुष्टि हुई कि कई साल बाद मेरे पिता डनफर्मलाइन के उन 5 बुनकरों में से एक थे, जिन्होंने अपनी कुछ किताबें इकट्ठा करके उस शहर में पहली सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी बनाई थी। उस लाइब्रेरी का इतिहास दिलचस्प है। ये बड़ा और इसे कम से कम 7 बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। पहला बदलाव संस्थापकों ने किया, जो किताबों को अपनी एप्रन और 2 कोयले की बाल्टियों में हाथ से बुनाई की दुकान से दूसरी जगह ले गए। यह कि मेरे पिता अपने गृहनगर में पहली लाइब्रेरी के संस्थापकों में से एक थे, और ये कि मैं आखिरी लाइब्रेरी का संस्थापक बनने के लिए भाग्यशाली रहा हूँ, यह निश्चित रूप से मेरे जीवन की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है। मैंने सार्वजनिक भाषणों में अक्सर कहा है कि मैंने कभी किसी ऐसे वंश के बारे में नहीं सुना जिसके लिए मैं एक लाइब्रेरी स्थापित करने वाले बुनकर के वंश को बदलूं। मैंने अनजाने में अपने पिता का लाइब्रेरी स्थापित करने में अनुसरण किया। मेरा मन करता है कि मैं कहूँ कि यह ईश्वर की कृपा से हुआ, और यह मेरे लिए बहुत संतोष का स्रोत रहा है। मेरे जैसे पिता एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। सबसे प्यारे, सबसे शुद्ध और सबसे दयालु स्वभावों में से एक जिन्हें मैंने कभी जाना है। मैंने कहा है कि ये थिएटर ही था जिसने सबसे पहले शेक्सपियर के प्रति मेरे प्यार को जगाया। मेरे मैसेंजर के दिनों में पुराना पिट्सबर्ग थिएटर मिस्टर फोस्टर के टी प्रभारी में अपनी शान पर था। उनका टेलीग्राफिक काम मुफ्त में किया जाता था और बदले में टेलीग्राफ ऑपरेटरों को थिएटर में मुफ्त प्रवेश दिया जाता था। यह विशेषाधिकार कुछ हद तक मैसेंजरों को भी मिला हुआ था, जो मुझे डर है कभी कभी दोपहर के बाद उनके लिए आने वाले टेलीग्राम को तब तक रोक लेते थे जब तक कि उन्हें शाम को थिएटर के दरवाजे पर पेश नहीं किया जा सके। इस डरपोक अनुरोध के साथ कि मैसेंजर को ऊपर दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति दी जाए, एक ऐसा अनुरोध जिसे हमेशा मान लिया जाता था। लड़कों ने एक दूसरे को बारी बारी से वह बहुप्रतीक्षित प्रवेश देने के लिए अपनी ड्यूटी बदल ली। इस तरह मैं उस दुनिया से परिचित हुआ जो हरे पर्दे के पीछे थी। नाटक आमतौर पर शानदार किस्म के होते थे। उनमें ज़्यादा साहित्यिक योग्यता नहीं थी, लेकिन वे 15 साल के लड़के की आंखों को चकाचौंध करने के लिए अच्छी तरह से बनाए गए थे। मैंने न केवल कभी इतनी शानदार कोई चीज़ नहीं देखी थी, बल्कि मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी ही नहीं थी। मैं कभी किसी थिएटर में या यहाँ तक कि किसी कॉन्सर्ट रूम में भी नहीं गया था, या मैंने किसी भी तरह के सार्वजनिक मनोरंजन का कोई रूप नहीं देखा था। डेवी, मैककार्गो, हैरी ऑलिवर और बॉब पिटकेर्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम सब फुटलाइट्स के आकर्षण में खो गए और थिएटर जाने का हर मौका खुशी खुशी अपनाया गया। मेरे टेस्ट में बदलाव तब आया जब गस्ट एडम्स, जो उस समय के सबसे मशहूर दुखद नाटक करने वालों में से एक थे, पिट्सबर्ग में शेक्सपियर के किरदारों का एक राउंड खेलने लगे। तब से मेरे लिए शेक्सपियर के अलावा कुछ नहीं था। मुझे लगता था कि मैं उन्हें लगभग बिना किसी कोशिश के याद कर सकता हूँ। मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि शब्दों में क्या जादू होता है। लय और धुन सब मुझ में बस गए, एक ठोस रूप में पिघल गए जो बुलाने पर आने के लिए तैयार था। यह एक नई भाषा थी और इसकी सराहना का श्रेय मैं निश्चित रूप से नाटकीय प्रस्तुति को देता हूँ।
क्योंकि जब तक मैंने मैकबेथ को खेलते हुए नहीं देखा, शेक्सपियर में मेरी दिलचस्पी नहीं जागी थी। मैंने नाटक नहीं पढ़े थे। बहुत बाद में वैगनर मेरे सामने लोहेनग्रिन में आए। मैंने न्यूयॉर्क में एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उनके बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं सुना था जब। लोहेनग्रिन के ओवरचर ने मुझे एक नए रहस्योद्घाटन की तरह रोमांचित कर दिया। यहाँ सच में एक जीनियस था, जो पहले के सभी से अलग था। ऊपर चढ़ने के लिए एक नई सीढ़ी, शेक्सपियर की तरह एक नया दोस्त। मैं यहाँ एक और बात का ज़िक्र कर सकता हूँ जो इसी समय की है। एलेगनी में कुछ लोग, शायद कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा नहीं, ने खुद को एक स्वीडनबोर्गियन सोसाइटी में संगठित किया था, जिसमें हमारे अमेरिकी रिश्तेदार प्रमुख थे। मेरे पिता प्रेस्बिटेरियन चर्च छोड़ने के बाद उस चर्च में जाते थे और ज़ाहिर है मुझे भी वहाँ ले जाया जाता था। हालाँकि मेरी माँ को स्वीडनबोर्ग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालाँकि वह हमेशा सभी धर्मों के प्रति सम्मान सिखाती थीं और धार्मिक विवादों को हतोत्साहित करती थीं। उन्होंने अपने लिए एक खास दूरी बनाए रखी। उनकी स्थिति को कन्फ्यूशियस के प्रसिद्ध सिद्धांत से सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। इस जीवन के कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना, दूसरे के बारे में चिंता न करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। उन्होंने अपने बेटों को चर्च और संडे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन यह देखने में कोई मुश्किल नहीं थी कि स्वीडनबर्ग की लिखी बातें और पुराने और नए टेस्टामेंट का ज़्यादातर हिस्सा उनके द्वारा अयोग्य बताकर खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वे दिव्य लेखन के लायक नहीं थे या जीवन जीने के लिए आधिकारिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने लायक नहीं थे। मुझे स्वीडनबर्ग के रहस्यमय सिद्धांतों में गहरी दिलचस्पी हो गई और मुझे अपनी धर्मपरायण चाची एटकेन से आध्यात्मिक समझ को समझाने की मेरी क्षमता पर बधाई मिली। वह प्यारी बूढ़ी औरत बेसब्री से उस समय का इंतजार कर रही थी जब मैं नए यरूशलेम में एक चमकती रोशनी बनूंगा, और मुझे पता है कि कभी-कभी ये उसकी कल्पना से परे नहीं था कि मैं वह बन सकता हूँ जिसे वह वचन का उपदेशक कहती थी। जैसे-जैसे मैं इंसानों द्वारा बनाई गई धर्मशास्त्र से दूर होता गया, ये प्यारी उम्मीदें कमज़ोर होती गईं, लेकिन मेरी चाची की अपने पहले भतीजे के प्रति दिलचस्पी और स्नेह, जिसे उन्होंने स्कॉटलैंड में अपनी गोद में खिलाया था, कभी कम नहीं हुआ। मेरे चचेरे भाई लैंडर मॉरिस, जिसे वह स्वीडनबर्गियन रहस्योद्घाटन के माध्यम से बचाने की कुछ उम्मीद रखती थी, ने उन्हें बहुत निराश किया जब वह असल में एक बैप्टिस्ट बन गया और बपतिस्मा ले लिया। यह प्रचारक के लिए बहुत ज़्यादा था। हालांकि उन्हें याद रखना चाहिए था कि उनके पिता भी उसी अनुभव से गुजरे थे और अक्सर एडिनबर्ग में बैप्टिस्टों के लिए उपदेश देते थे। लिएंडर का अपने पतन के बाद पहली बार आने पर स्वागत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे यह एहसास कराया गया कि उसके भटकने से परिवार के रिकॉर्ड को नुकसान हुआ है। जब वह स्वीडनबर्ग द्वारा प्रकट किए गए नए यरूशलेम के दरवाजे पर था और उसे सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक, उसकी चाची द्वारा पेश किया गया था, उसने दबी आवाज में कहना शुरू किया, आप मुझ पर इतनी सख्त क्यों हैं चाची? एंडी को देखिए, वह किसी चर्च का सदस्य नहीं है और आप उसे डांटती नहीं है। निश्चित रूप से बैप्टिस्ट चर्च कुछ न होने से बेहतर है। तुरंत जवाब आया, एंडी। ओह, एंडी वह नंगा है, लेकिन तुमने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। वह प्यारी चाची एटकेन के साथ अपना सम्मान कभी पूरी तरह से वापस नहीं पा सका। मुझे अभी भी सुधारा जा सकता था क्योंकि मैं किसी से जुड़ा नहीं था। लेकिन लिएंडर ने एक संप्रदाय चुन लिया था और वह संप्रदाय नए यरूशलेम का नहीं था। यह स्वीडनबर्गियन सोसाइटी के संबंध में ही था कि मुझ में संगीत का शौक पहली बार जागा। सोसाइटी की भजन पुस्तिका के परिशिष्ट के तौर पर उसमें ऑरेटोरियोज के छोटे छोटे अंश थे। मैं स्वाभाविक रूप से उन्हीं पर ध्यान देता था और हालांकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी मुझे अभिव्यक्ति के लिए सराहा जाता था और मैं कोयर प्रैक्टिस में लगातार जाता था। मुझे लगता है कि लीडर मिस्टर कोएथेन मेरे उत्साह के कारण कोयर में मेरे द्वारा पैदा की गई बेसुरी आवाज़ों को अक्सर माफ़ कर देते थे। जब बाद में मैं पूरे ऑरेटोरियोज से परिचित हुआ, तो यह जानकर खुशी हुई कि संगीत जगत में
हैंडल की संगीत रचनाओं के रत्नों में गिनी जाने वाली कई रचनाएँ वही थीं, जिन्हें मैंने एक नासमझ लड़के के रूप में अपनी पसंदीदा चुना था। तो मेरी संगीत शिक्षा की शुरुआत पिट्सबर्ग की स्वीडनबोर्गियन सोसाइटी के छोटे से कोयर से हुई। हालाँकि मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पिता द्वारा गाए गए मेरे देश के बेजोड़ लोकगीतों ने मीठी आवाज़ों के प्रति मेरे प्यार के लिए एक बहुत अच्छी नींव रखी थी। शायद ही कोई पुराना स्कॉटिश गाना हो जिससे मुझे परिचित न कराया गया हो। शब्द और धुन दोनों। लोकगीत बीथोवेन और वैगनर की ऊंचाइयों तक निश्चित प्रगति के लिए सबसे अच्छी नींव है। मेरे पिता सबसे प्यारे और सबसे भावुक गायकों में से एक थे जिन्हें मैंने कभी सुना था। इसलिए शायद मुझे संगीत और गाने का उनका प्यार विरासत में मिला, हालांकि उनकी आवाज़ नहीं मिली। कन्फ्यूशियस का उद्गार अक्सर मेरे कानों में गूंजता है। संगीत, ईश्वर की पवित्र भाषा, मैं तुम्हें बुलाते हुए सुनता हूँ और मैं आता हूँ। इसी दौर की एक घटना मेरे माता-पिता की उदारता को एक और मामले में दिखाती है। एक मैसेंजर लड़के के तौर पर मेरी कोई छुट्टियाँ नहीं होती थीं, सिवाय गर्मियों में मिलने वाले 2 हफ्तों के, जो मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ ओहियो के ईस्ट लिवरपूल में अपने चाचा के घर नदी में नाव चलाने में बिताता था। मुझे स्केटिंग बहुत पसंद थी और जिस सर्दी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे घर के सामने नदी का शांत पानी बहुत अच्छी तरह से जम गया था। बर्फ बहुत अच्छी हालत में थी और शनिवार रात देर से घर पहुंचने पर यह सवाल उठा कि क्या मुझे सुबह जल्दी उठकर चर्च के समय से पहले स्केटिंग करने की इजाज़त मिल सकती है। आम स्कॉटिश माता-पिता के सामने इससे ज़्यादा गंभीर सवाल नहीं हो सकता था। मेरी माँ इस बारे में साफ थीं कि इन हालात में मुझे जितनी देर तक चाहूँ स्केटिंग करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मेरे पिता ने कहा कि उन्हें लगता है कि मेरा नीचे जाकर स्केटिंग करना सही है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि मैं उनके साथ चर्च जाने के लिए समय पर वापस आ जाऊँगा। मुझे लगता है कि आज अमेरिका में हर 1000 में से 999 घरों में और शायद इंग्लैंड के ज़्यादातर घरों में भी यही फैसला लिया जाएगा। हालाँकि स्कॉटलैंड में नहीं। लेकिन जो लोग आज मानते हैं कि सब्त अपने पूरे अर्थों में इंसान के लिए बनाया गया था और जो आम लोगों के लिए पिक्चर गैलरी और म्यूज़ियम खोलेंगे और इस दिन को आम लोगों के लिए शोक मनाने के कर्तव्य पर ज़ोर देने के बजाय कुछ हद तक आनंद का दिन बनाएँगे, वे मेरे माता-पिता से 40 साल पहले ज़्यादा उन्नत नहीं थे। वे उस दौर के रूढ़िवादी लोगों से आगे थे जब सब्त के दिन कम से कम स्कॉट लोगों के बीच खुशी के लिए टहलना या धार्मिक किताबों के अलावा कोई और किताब पढ़ना मुश्किल से ही जायज़ था। टेलीग्राफ ऑफिस। मैंने लगभग 1 साल तक मैसेंजर के तौर पर काम किया था जब कर्नल जॉन पी ग्लास, जो नीचे वाले ऑफिस के मैनेजर थे और जिनका जनता से संपर्क रहता था, उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में कुछ मिनटों के लिए ऑफिस की देखभाल करने के लिए मुझे कभी-कभी चुनना शुरू कर दिया। चूंकि मिस्टर ग्लास बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी का समय लंबा और ज़्यादा बार होने लगा, जिससे मैं जल्द ही उनके काम के इस हिस्से में माहिर हो गया। मैं जनता से मैसेज लेता था और यह देखता था कि ऑपरेटिंग रूम से आने वाले मैसेज लड़कों को सही तरीके से जल्द डिलीवरी के लिए दे जाएं। ये एक लड़के के लिए संभालने के लिए मुश्किल काम था और उस समय मैं दूसरे लड़कों के बीच लोकप्रिय नहीं था, जो मेरे कुछ सही कामों से छूट मिलने से नाराज थे। मुझ पर अपनी आदतों में कंजूस होने का भी आरोप था। मतलबी, जैसा कि लड़के कहते थे। मैं अपने अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करता था, लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं पता था। मुझे पता था कि मैं जो भी पैसा बचा सकता था, उसकी घर पर ज़रूरत थी। मेरे माता-पिता समझदार थे और मुझसे कुछ भी छिपाया नहीं जाता था। मुझे हर हफ्ते काम करने वाले तीनों लोगों, मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे की कमाई का पता होता था। मुझे सभी खर्चों का भी पता था। हम अपने कम फर्नीचर और कपड़ों में क्या जोड़ा जा सकता है, इस पर सलाह करते थे और हर नई छोटी चीज़ मिलने पर खुशी होती थी। इससे ज़्यादा एकजुट परिवार कभी नहीं था। दिन-ब-दिन जैसे ही माँ एक चांदी का आधा डॉलर बचा पाती थीं, उसे सावधानी से एक मोजे में रखा जाता था और तब तक छिपाकर रखा जाता था जब तक 200 जमा नहीं हो जाते। जब मैंने अपनी दोस्त मिसेस
हेंडरसन द्वारा हमें उदारतापूर्वक दिए गए 20 पाउंड चुकाने के लिए एक ड्राफ्ट लिया। वह एक ऐसा दिन था जिसे हमने मनाया। कार्नेगी परिवार कर्ज से मुक्त हो गया था। ओह! उस दिन की खुशी! कर्ज सच में चुका दिया गया था, लेकिन कृतज्ञता का कर्ज बाकी है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। बूढ़ी मिसेस हेंडरसन आज भी जीवित हैं। मैं डनफर्मलाइन की अपनी यात्राओं के दौरान उनसे मिलने के लिए उनके घर ऐसे जाता हूँ जैसे किसी तीर्थ स्थान पर, और जो कुछ भी हो जाए उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब मैं ये लाइनें पढ़ता हूँ जो कुछ साल पहले लिखी गई थी, तो मैं आह भरता हूँ। चले गए, दूसरों के साथ चले गए। मेरी माँ के एक प्यारे, अच्छे, नेक दोस्त की आत्मा को शांति मिले। मेरी मैसेंजर की ज़िंदगी में जो घटना हुई जिसने मुझे तुरंत साथ में आसमान पर पहुंचा दिया, वह एक शनिवार शाम को हुई जब कर्नल ग्लास लड़कों को उनकी महीने की सैलरी दे रहे थे। हम काउंटर के सामने एक लाइन में खड़े थे और मिस्टर ग्लास एक-एक करके सबको पैसे दे रहे थे। मैं सबसे आगे था और मैंने पहले 11 और एक चौथाई डॉलर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जो मिस्टर ग्लास ने आगे बढ़ाए थे। मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने उन्हें मेरे पास से आगे बढ़ा दिया और अगले लड़के को पैसे दे दिए। मुझे लगा कि यह एक गलती थी, क्योंकि मुझे पहले हमेशा सबसे पहले पैसे मिलते थे, लेकिन ऐसा ही बाकी सभी लड़कों के साथ भी हुआ। मेरा दिल बैठने लगा। बेइज्जती होने वाली थी। मैंने क्या किया था या नहीं किया था? मुझे बताया जाने वाला था कि मेरे लिए अब कोई काम नहीं है। मुझे परिवार की बेइज्जती करनी थी, वह सबसे बड़ा दर्द था। जब सबको पैसे मिल गए और लड़के चले गए, तो मिस्टर ग्लास मुझे काउंटर के पीछे ले गए और कहा कि मैं दूसरे लड़कों से ज़्यादा लायक हूँ, और उन्होंने मुझे 13 और आधे डॉलर महीना देने का फैसला किया है। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे शक हुआ कि क्या मैंने उन्हें सही सुना था। उन्होंने पैसे गिने। मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें धन्यवाद दिया या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने दिया। मैंने पैसे लिए और दरवाजे की तरफ एक छलांग लगाई, और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा, तब तक शायद ही रुका। मुझे साफ याद है कि मैं एलेघेनी नदी पर बने पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ रहा था, या यूं कहें कि उछल कूद कर रहा था, अंदर वैगन ट्रैक पर, क्योंकि फुटपाथ बहुत संकरा था। वह शनिवार रात थी। मैंने अपनी माँ को, जो परिवार की खजांची थी, 11 डॉलर और एक चौथाई पैसे दे दिए और अपनी जेब में बचे हुए 2 डॉलर और एक चौथाई के बारे में कुछ नहीं कहा, जो उस समय मेरे लिए उन सभी लाखों से ज़्यादा कीमती थे जो मैंने बाद में कमाए। टॉम एक 9 साल का छोटा लड़का और मैं अटारी में एक साथ सोते थे, और जब हम सुरक्षित बिस्तर पर पहुंच गए तो मैंने अपने प्यारे छोटे भाई को यह राज फुसफुसाकर बताया। कम उम्र में भी वह जानता था कि इसका क्या मतलब है, और हमने भविष्य के बारे में बात की। तभी पहली बार मैंने उसे बताया कि हम साथ मिलकर बिजनेस कैसे करेंगे, कि कार्नेगी ब्रदर्स की फर्म बहुत बड़ी होगी और पिताजी और माताजी अपनी गाड़ी में घूमेंगे। उस समय हमें लगा कि इसमें धन दौलत और उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है जिनके लिए कोशिश करना ज़रूरी था। एक बूढ़ी स्कॉटिश महिला जिसकी बेटी ने लंदन में एक व्यापारी से शादी की थी, जब उसके दामाद ने उसे लंदन आकर उनके पास रहने के लिए कहा और वादा किया कि वह अपनी गाड़ी में घूमेगी, तो उसने जवाब दिया, अगर मुझे स्ट्रैथबोगी के लोग देख ही नहीं पाएंगे तो गाड़ी में घूमने का मुझे क्या फायदा होगा? पिताजी और माताजी न सिर्फ पिट्सबर्ग में देखे जाएंगे, बल्कि अपने पुराने घर डनफर्मलाइन भी शान से जाएंगे। रविवार की सुबह नाश्ते पर पिताजी, माताजी और टॉम के साथ मैंने अतिरिक्त 2 डॉलर और एक चौथाई डॉलर निकाले। हैरानी बहुत ज्यादा थी और उन्हें स्थिति समझने में कुछ पल लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें सब समझ आ गया। फिर पिताजी की प्यार भरी, गर्व भरी नजर और माताजी की चमकती आंखें जो जल्द ही आंसुओं से भर गईं, ने उनकी भावनाओं को बता दिया। यह उनके लड़के की पहली जीत थी और इस बात का पक्का सबूत था कि वह प्रमोशन के लायक था। बाद में कोई भी सफलता या किसी भी तरह की पहचान मुझे इतनी खुशी नहीं दे पाई जितनी इसने दी। मैं तो ऐसी किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह धरती पर स्वर्ग था। मेरी पूरी दुनिया खुशी के आंसुओं से भर गई। सुबह ऑनप्रेटिंग रूम में झाड़ू लगाने की वजह से लड़कों को ऑनप्रेटरों के आने से पहले
टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता था। ये एक नया मौका था। मैंने जल्द ही की के साथ खेलना शुरू कर दिया और दूसरे स्टेशनों पर मौजूद लड़कों से बात करना शुरू कर दिया, जिनके मकसद मेरे जैसे ही थे। जब कोई कुछ करना सीख जाता है, तो उसे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने के मौके के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक सुबह मैंने पिट्सबर्ग की कॉल ज़ोर से सुनी। मुझे लगा कि कोई मुझसे बात करना चाहता है। मैंने जवाब देने की हिम्मत की और स्लिप को चलने दिया। ये फिलाडेल्फिया था, जो तुरंत पिट्सबर्ग को मौत का संदेश भेजना चाहता था। क्या मैं इसे ले सकता था? मैंने जवाब दिया कि अगर वे धीरे-धीरे भेजेंगे तो मैं कोशिश करूँगा। मैं संदेश लेने में कामयाब रहा और उसे लेकर बाहर भागा। मैंने बेचैनी से मिस्टर ब्रूक्स का इंतज़ार किया और उन्हें बताया कि मैंने क्या करने की हिम्मत की थी। किस्मत से उन्होंने इसकी तारीफ़ की और मेरी हिम्मत के लिए मुझे डाँटने के बजाय मेरी तारीफ़ की। फिर भी मुझे बहुत सावधान रहने और गलतियाँ न करने की हिदायत देकर विदा किया। कुछ ही समय बाद मुझे कभी-कभी इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए बुलाया जाने लगा, जब ऑपरेटर बाहर जाना चाहता था, और इस तरह मैंने टेलीग्राफी की कला सीखी। इस समय हमें एक आलसी ऑपरेटर मिला था, जो खुशी-खुशी चाहता था कि मैं उसका काम करूं। उस समय हमारी यह प्रथा थी कि हम संदेशों को कागज़ की एक चलती हुई पट्टी पर लेते थे, जिसे ऑपरेटर एक कॉपी करने वाले को पढ़कर सुनाता था। लेकिन हमें अफ़वाहें मिली थीं कि पश्चिम में एक आदमी ने आवाज़ से पढ़ना सीख लिया था और वह सच में सुनकर संदेश ले सकता था। इससे मुझे नया तरीका आज़माने की प्रेरणा मिली। ऑफ़िस के ऑपरेटरों में से एक, मिस्टर मैकलीन, इसमें माहिर हो गए और उनकी सफलता ने मुझे प्रोत्साहित किया। मुझे हैरानी हुई कि मैंने कितनी आसानी से नई भाषा सीख ली। एक दिन ऑपरेटर की गैर मौजूदगी में एक मैसेज लेने की इच्छा से उस बूढ़े सज्जन ने, जो कॉपी करने का काम करते थे, मेरे इस काम पर आपत्ति जताई और एक मैसेंजर लड़के के लिए कॉपी करने से मना कर दिया। मैंने पेपर स्लिप बंद कर दी, पेंसिल और कागज़ लिया और सुनकर मैसेज लेने लगा। मैं उनकी हैरानी कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझे अपनी पेंसिल और पैड वापस देने का आदेश दिया और उसके बाद प्यारे बूढ़े कोर्टनी ह्यूजेस और मेरे बीच कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वह मेरे पक्के दोस्त और कॉपी करने वाले थे। इस घटना के तुरंत बाद पिट्सबर्ग से 30 मील दूर ग्रीन्सबर्ग में ऑपरेटर जोसेफ टेलर 2 हफ्ते की छुट्टी पर जाना चाहते थे। उन्होंने मिस्टर ब्रूक्स से पूछा कि क्या वह उनकी जगह किसी को भेज सकते हैं। मिस्टर ब्रूक्स ने मुझे बुलाया तो और पूछा कि क्या मुझे लगता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, हम तुम्हें वहाँ ट्रायल के लिए भेजेंगे। मैं मेल स्टेज से गया और मेरी यात्रा बहुत मज़ेदार रही। मिस्टर डेविड ब्रूस, जो स्कॉटिश मूल के एक जाने माने वकील थे, और उनकी बहन भी यात्री थे। ये मेरा पहला सफ़र था और देश की पहली झलक। ग्रीन्सबर्ग का होटल पहली ऐसी पब्लिक जगह थी जहाँ मैंने खाना खाया था। मुझे खाना बहुत बढ़िया लगा। ये 1852 की बात है। ग्रीन्सबर्ग के पास पेंसिल्वेनिया रेल रोड के लिए गहरी कटिंग और तटबंध बनाए जा रहे थे और मैं अक्सर सुबह जल्दी काम देखने के लिए बाहर जाता था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उस बड़ी कंपनी की सेवा में शामिल होने वाला हूँ। ये टेलीग्राफ सेवा में मेरी पहली जिम्मेदार पोस्ट थी और मैं इतना उत्सुक था कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं मौजूद रहूं। इसलिए एक रात बहुत देर तक मैं तूफान के दौरान ऑफिस में बैठा रहा। कनेक्शन बंद नहीं करना चाहता था। मैं चाबी के बहुत पास चला गया और अपनी हिम्मत की वजह से अपनी कुर्सी से गिर गया। बिजली की एक चमक ने लगभग मेरा करियर ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ऑफिस 3 में बिजली के तूफान के दौरान सावधानी बरतने के लिए मुझे जाना जाने लगा। मैंने ग्रीन्सबर्ग में छोटा-मोटा काम अपने सीनियर्स की संतुष्टि के अनुसार सफलतापूर्वक किया और पिट्सबर्ग लौटा तो दूसरे लड़कों की नज़र में मेरे चारों ओर एक आभा जैसा कुछ था। जल्द ही प्रमोशन मिल गया। एक नए ऑपरेटर की ज़रूरत थी और मिस्टर ब्रूक्स ने मेरे बाद में प्यारे दोस्त जेम्स डी रीड को टेलीग्राम किया, जो उस समय लाइन के जनरल सुपरिटेंडेंट थे। स्कॉटिश लोगों का एक और बेहतरीन नमूना, और उन्होंने मुझे असिस्टेंट ऑपरेटर के तौर पर रिकमेंड करने का जिम्मा उठाया। जवाब में लुइसविले से आए टेलीग्राम में कहा गया कि मिस्टर रीड एनडी को प्रमोट करने के लिए पूरी तरह सहमत हैं, बशर्ते मिस्टर ब्रूक्स उन्हें काबिल समझें।
नतीजा ये हुआ कि मैंने $25 प्रति महीने की ज़बरदस्त सैलरी पर टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पर काम शुरू किया, जिसे मैं एक बहुत बड़ी रकम समझता था। मिस्टर ब्रूक्स और मिस्टर रीड की वजह से ही मुझे मैसेंजर की पोस्ट से ऑपरेटिंग रूम में प्रमोशन मिला। उस समय मैं 17 साल का था और अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुका था। अब मैं एक आदमी का काम कर रहा था, लड़के का नहीं। हर काम के दिन $1 कमा रहा था। एक टेलीग्राफ ऑफिस का ऑपरेटिंग रूम एक युवा के लिए एक बेहतरीन स्कूल होता है। वहाँ उसे पेंसिल और कागज़, कंपोजिशन और आविष्कार से काम करना होता है। और वहाँ ब्रिटिश और यूरोपीय मामलों के बारे में मेरा थोड़ा-सा ज्ञान मेरे बहुत काम आया। ज्ञान किसी न किसी तरह से ज़रूर उपयोगी साबित होता है। ये हमेशा काम आता है। उस समय विदेशी खबरें के प्रेस से तार द्वारा मिलती थीं और लगातार स्टीमर न्यूज़ लेना हमारे सबसे ख़ास कामों में से एक था। मुझे ये काम के किसी भी दूसरे हिस्से से ज़्यादा पसंद था और जल्द ही यह चुपचाप मुझे सौंप दिया गया। उन दिनों लाइनें ठीक से काम नहीं करती थीं और तूफ़ान के दौरान बहुत कुछ अंदाज़ा लगाना पड़ता था। कहा जाता था कि अंदाज़ा लगाने की मेरी शक्ति ज़बरदस्त थी और सेंडर को रोकने और एक या दो खोए हुए शब्दों पर मिनट बर्बाद करने के बजाय गैप भरना मेरा पसंदीदा शौक था। विदेशी खबरों के मामले में यह कोई खतरनाक आदत नहीं थी, क्योंकि अगर किसी दिलेर ऑपरेटर ने कोई ज़्यादा आज़ादी ली भी, तो वे ऐसी नहीं थी जिनसे उसे कोई गंभीर परेशानी हो। विदेशी मामलों के बारे में मेरा ज्ञान काफ़ी बढ़ गया था, खासकर ब्रिटेन के मामलों के बारे में, और अगर मुझे पहला या दूसरा अक्षर सही मिल जाता था, तो मेरे अंदाजे काफ़ी सही होते थे। पिट्सबर्ग के अखबारों में से हर एक अखबार प्रेस डिस्पैच को लिखने के लिए ऑफिस में एक रिपोर्टर भेजता था। बाद में सभी अखबारों के लिए एक आदमी को नियुक्त किया गया और उसने सुझाव दिया कि मिली हुई खबरों की कई कॉपी आसानी से बनाई जा सकती है, और यह तय हुआ कि मैं उसके लिए सभी प्रेस डिस्पैच की 5 कॉपी बनाऊंगा, जो मेरा एक्स्ट्रा काम होगा, जिसके लिए वह मुझे हर हफ्ते $1 देगा। प्रेस के लिए यह मेरा पहला काम था, जिससे बेशक बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन इससे मेरी सैलरी $30 प्रति महीना हो गई और उन दिनों हर डॉलर मायने रखता था। परिवार धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। पहले से ही भविष्य में करोड़पति बनने की उम्मीद जग रही थी। एक और कदम जिसने मुझ पर बहुत ज़्यादा असर डाला, वह था अपने साथियों। पहले से बताए गए भरोसेमंद 5 लोगों के साथ वेबस्टर लिटरेरी सोसाइटी में शामिल होना। हमने एक खास ग्रुप बनाया और एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। ये हम सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था। इससे पहले हमने एक छोटा डिबेटिंग क्लब बनाया था, जो मिस्टर फिप्स के पिता के कमरे में मिलता था, जहाँ उनके कुछ मज़दूर मोची दिन में काम करते थे। टॉम मिलर ने हाल ही में आरोप लगाया कि मैंने एक बार क्या न्यायपालिका को लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए? सवाल पर लगभग 1.5 घंटे तक बात की थी, लेकिन हमें दया करके यह मान लेना चाहिए कि उनकी याददाश्त खराब हो गई है। वेबस्टर उस समय शहर का सबसे बड़ा क्लब था और हमें गर्व था कि हमें उसकी सदस्यता के लिए लायक समझा गया। हम बस मोची के कमरे में खुद को तैयार कर रहे थे। मुझे किसी युवा को फ़ायदा पहुंचाने का इससे बेहतर तरीका नहीं पता कि वह ऐसे क्लब में शामिल हो। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई ऐसी हो गई थी जिसका आने वाली डिबेट से संबंध था, और इससे मेरे विचारों में स्पष्टता और स्थिरता आई। लोगों के सामने जो आत्मविश्वास मुझे बाद में मिला, उसका श्रेय वेबस्टर सोसाइटी के अनुभव को बहुत आसानी से दिया जा सकता है। बोलने के मेरे 2 नियम तब और अब भी थे। अपने दर्शकों के सामने पूरी तरह सहज रहें और बस उनसे बात करें, उन पर नहीं। कोई और बनने की कोशिश न करें, खुद जैसे हो वैसे ही बात करो। कभी भी भाषण मत दो, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए। आखिरकार मैं आवाज़ से ऑपरेटर बन गया और प्रिंटिंग को पूरी तरह छोड़ दिया। ये काम उस समय इतना अनोखा था कि लोग ऑफिस में ये देखने आते थे कि यह असाधारण काम कैसे हुआ। इससे मैं इतना मशहूर हो गया कि जब एक बड़ी बाड़ ने स्टूबेनविले और व्हीलिंग के बीच सभी टेलीग्राफ कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया, जो 25 मील की दूरी पर थे, तो मुझे पहले वाले शहर में भेजा गया था कि मैं ईस्ट और वेस्ट के बीच चल रहे पूरे काम को संभाल सकूं और हर घंटे या 2 घंटे में छोटी नावों से संदेश नदी के रास्ते व्हीलिंग भेज सकूं। इसके बदले में हर लौटने वाली नाव संदेशों के रोल लाती थी, जिन्हें मैं ईस्ट में वायर करता था, और इस तरह एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक ईस्ट
और वेस्ट के बीच पिट्सबर्ग के रास्ते पूरा टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन बनाए रखा गया। स्टुबेनविले में रहते हुए मुझे पता चला कि मेरे पिता अपने बुने हुए मेज़पोश बेचने के लिए व्हीलिंग और सिनसिनाटी जा रहे थे। मैंने नाव का इंतज़ार किया जो शाम को देर से आई और मैं उनसे मिलने नीचे गया। मुझे याद है कि ये जानकर मैं कितना दुखी हुआ कि केबिन पैसेज लेने के बजाय उन्होंने कीमत न देने का फ़ैसला किया था और नदी के रास्ते डेक पैसेंजर के तौर पर जाने का फ़ैसला किया था। मुझे गुस्सा आया कि इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को इस तरह यात्रा करनी पड़ रही थी, लेकिन यह कहने में सुकून मिला, ठीक है पिताजी, जल्द ही आप और माँ अपनी गाड़ी में सवारी करेंगे। मेरे पिता आमतौर पर शर्मीले, शांत और बहुत संवेदनशील थे, तारीफ से बचते थे। यह स्कॉटिश लोगों की आदत है, ताकि उनके बेटे बहुत ज़्यादा खुश न हो जाएं। लेकिन जब उन्हें भावुकता होती थी तो वे अपना आत्मनियंत्रण खो देते थे। इस मौके पर भी वे ऐसे ही थे और उन्होंने मेरा हाथ एक ऐसी नज़र से पकड़ा जो मैं अक्सर देखता हूँ और कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने धीरे से कहा, एंड्रा, मुझे तुम पर गर्व है। आवाज़ काँप रही थी और उन्हें इतना कहने पर खुद पर शर्म आ रही थी। मैंने प्यार से देखा कि जब उन्होंने मुझे शुभ रात्रि कहा और मुझे अपने ऑफिस वापस जाने के लिए कहा, तो उनकी आंखों से आंसू पोंछने पड़े। वे शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और सालों तक मेरे दिल को सुकून देते रहे। हम एक दूसरे को समझते थे। स्कॉटिश लोग कितने शांत होते हैं। जहाँ वे सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, वहाँ सबसे कम व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही। कुछ पवित्र गहराइयाँ होती हैं जिन्हें परेशान करना पाप है। चुप्पी शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मेरे पिता सबसे प्यारे इंसानों में से एक थे, अपने साथियों के प्यारे। बहुत धार्मिक, हालांकि गैर सांप्रदायिक और गैर धार्मिक, दुनियादारी के आदमी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन स्वर्ग के लिए पूरी तरह से एक आदमी थे। वे खुद दयालुता की मूर्ति थे, हालांकि शांत रहते थे। हाय, इस पश्चिमी दौरे से लौटने के तुरंत बाद ही उनका निधन हो गया, ठीक उसी समय जब हम उन्हें आराम और सुकून भरी जिंदगी देने में सक्षम हो रहे थे। पिट्सबर्ग लौटने के बाद जल्द ही मेरी एक असाधारण व्यक्ति, थॉमस ए स्कॉट से जान पहचान हुई, जिन्हें उनके क्षेत्र में प्रतिभा शब्द सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। वह पेंसिल्वेनिया रेल रोड के उस डिवीजन के सुपरिटेंडेंट के तौर पर पिट्सबर्ग आए थे। उनके और उनके सुपीरियर मिस्टर लोम्बर्ट, जो अल्टूना में जनरल सुपरिटेंडेंट थे, के बीच बार बार टेलीग्राफिक बातचीत जरूरी थी। इस वजह से वह रात में टेलीग्राफ ऑफिस आते थे और कई बार मैं ही ऑपरेटर होता था। एक दिन मैं उनके एक असिस्टेंट से मिलकर हैरान रह गया, जिससे मेरी जान पहचान थी। उसने मुझे बताया कि मिस्टर स्कॉट ने उससे पूछा था कि क्या उसे लगता है कि मुझे उनका क्लर्क और टेलीग्राफ ऑपरेटर बनाया जा सकता है, जिस पर उस नौजवान ने मुझे बताया कि उसने जवाब दिया था, यह नामुमकिन है, वह अब एक ऑपरेटर है। लेकिन जब मैंने यह सुना तो मैंने तुरंत कहा, इतनी जल्दी नहीं, वह मुझे रख सकते हैं। मैं सिर्फ ऑफिस की ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्लीज़ जाओ और उन्हें यह बता दो। नतीजा ये हुआ कि मुझे 1 फरवरी 1853 को मिस्टर स्कॉट के क्लर्क और ऑपरेटर के तौर पर $35 प्रति महीने की सैलरी पर काम पर रख लिया गया। 25 से $35 प्रति महीने की सैलरी में बढ़ोतरी मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। पब्लिक टेलीग्राफ लाइन को कुछ समय के लिए मिस्टर स्कॉट के ऑफिस में बाहरी डिपो पर लगा दिया गया और पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी को उन समयों में तार इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, जब ऐसा इस्तेमाल आम पब्लिक के काम में दखल न दे, जब तक कि उनकी अपनी लाइन जो उस समय बन रही थी पूरी नहीं हो जाती। रेलवे सेवा टेलीग्राफ ऑफिस के ऑन प्रेटिंग रूम से अब मैं खुली दुनिया में आ गया था और शुरुआत में ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का उस उम्र तक पहुंचकर मुझसे ज़्यादा आज़ाद हो सकता था, जिसे सिर्फ अच्छी और पवित्र चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ का ज्ञान न हो। मुझे नहीं लगता उस समय तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बुरा शब्द बोला था और न ही कभी सुना था। मुझे नीच और घटिया चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था।
सौभाग्य से मैं हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहा था। अब मैं अचानक से असभ्य लोगों की संगति में आ गया था, क्योंकि ऑफिस अस्थायी रूप से दुकानों का ही एक हिस्सा था और मालगाड़ी के कंडक्टरों, द ब्रेकमैनों और फायरमैनों का हेडक्वार्टर था। उन सभी को सुपरिटेंडेंट स्कॉट और मेरे साथ उसी कमरे में आने की इजाज़त थी और वे इसका फ़ायदा उठाते थे। ये सच में उस दुनिया से बहुत अलग दुनिया थी जिसकी मुझे आदत थी। मैं इससे खुश नहीं था। मैंने पहली बार अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ का फल खाया, लेकिन फिर भी घर का मीठा और पवित्र माहौल था, जहाँ कोई भी असभ्य या बुरी चीज़ कभी नहीं आती थी। और इसके अलावा वह दुनिया भी थी जिसमें मैं अपने साथियों के साथ रहता था। वे सभी सभ्य नौजवान थे जो खुद को बेहतर बनाने और सम्मानित नागरिक बनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस दौर से गुज़रा जो मेरी प्रकृति और मेरी शुरुआती शिक्षा के विपरीत था, उससे नफ़रत करते हुए असभ्य लोगों के साथ अनुभव शायद फ़ायदेमंद था, क्योंकि इसने मुझे तंबाकू चबाने या सिगरेट पीने से हाइट नफ़रत दिलाई। स्कॉटिश शब्द का इस्तेमाल करें तो साथ ही गाली देने या गलत भाषा का इस्तेमाल करने से भी, जो सौभाग्य से पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जिन लोगों के बारे में मैंने बात की है वे सच में गिरे हुए या बुरे चरित्र के थे। गाली देने, असभ्य बातें करने, तंबाकू चबाने और सिगरेट पीने और नस्वार लेने की आदतें उस समय आज की तुलना में ज़्यादा आम थीं, और इस युग की तुलना में उनका मतलब कम था। रेल रोडिंग नई थी और नदी सेवा से कई असभ्य चरित्र इसके प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन उनमें से कई आदमी अच्छे नौजवान थे, जो बड़े होकर बहुत इज्जतदार नागरिक बने और जिम्मेदार पदों पर पहुंचे। और मुझे कहना चाहिए कि वे सभी मेरे प्रति बहुत दयालु थे। उनमें से कई अभी भी जीवित हैं, जिनसे मैं कभी-कभी बात करता हूँ और उन्हें प्यार से याद करता हूँ। आखिरकार एक बदलाव आया जब मिस्टर स्कॉट का अपना ऑफिस हो गया, जिसे उन्होंने और मैंने इस्तेमाल किया। मिस्टर स्कॉट ने मुझे जल्द ही अल्टूना भेजा ताकि मैं महीने की पेरोल और आय को चेक ले आऊँ। उस समय एलेगेनी पहाड़ों पर रेलवे लाइन पूरी नहीं हुई थी और मुझे झुकी हुई पटरियों से गुजरना पड़ा, जिससे वह यात्रा मेरे लिए एक यादगार बन गई। अल्टूना में उस समय कंपनी द्वारा बनाए गए कुछ ही घर थे। दुकानें बन रही थीं और उस बड़ी सिटी जैसा कुछ भी नहीं था, जो अब उस जगह पर है। वहीं मैंने पहली बार हमारे रेलवे क्षेत्र के महान व्यक्ति मिस्टर लोम्बर्ट, जनरल सुपरिटेंडेंट को देखा। उस समय उनके सेक्रेटरी मेरे दोस्त रॉबर्ट पिटकेर्न थे, जिनके लिए मैंने रेलवे में एक नौकरी दिलवाई थी, ताकि डेवी, बॉब और एंडी अभी भी एक ही सर्विस में साथ थे। हम सभी टेलीग्राफ कंपनी छोड़कर पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी में आ गए थे। मिस्टर लोम्बर्ट मिस्टर स्कॉट से बहुत अलग थे। वे मिलनसार नहीं थे, बल्कि काफ़ी सख्त और अड़ियल थे। तो रॉबर्ट के आश्चर्य और मेरे अपने आश्चर्य का अंदाज़ा लगाइए जब मुझसे कुछ शब्द कहने के बाद मिस्टर लोम्बर्ट ने कहा, तुम्हें आज रात हमारे साथ चाय पीने आना चाहिए। मैंने हकलाते हुए कुछ हाँ कहा और तय समय का बड़े डर के साथ इंतज़ार किया। इस समय तक मैंने उस निमंत्रण को सबसे बड़ा सम्मान माना जो मुझे मिला था। मिसेस लोम्बर्ट बहुत दयालु थीं और मिस्टर लॉम्बर्ट ने मुझसे उनका परिचय इस तरह कराया। यह मिस्टर स्कॉट के एंडी हैं। मुझे सच में बहुत गर्व हुआ कि मुझे मिस्टर स्कॉट से जुड़ा हुआ माना गया। इस यात्रा के दौरान एक घटना हुई जिसने कुछ समय के लिए मेरे करियर को ख़त्म कर दिया होता। अगली सुबह मैं पेरोल और चेक लेकर पिट्सबर्ग के लिए निकल पड़ा, जैसा कि मैंने सोचा था। उन्हें अपनी वेस्टकोट के नीचे सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि वह मेरे जेबों के लिए बहुत बड़ा पैकेज था। उस समय मैं रेलवे का बहुत उत्साही कर्मचारी था और इंजन पर सफ़र करना पसंद करता था। मैं उस इंजन पर चढ़ गया जो मुझे हॉलिडेज़बर्ग ले गया, जहाँ पहाड़ के ऊपर से स्टेट रेलवे जुड़ती थी। यह सच में बहुत ऊबड़-खाबड़ सफ़र था और एक जगह पेरोल पैकेज को बेचैनी से टटोलते हुए मैं यह देखकर डर गया कि ट्रेन के झटकों से वह गिर गया था। मैं उसे खो चुका था। इस बात को छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं था कि ऐसी नाकामी मुझे बर्बाद कर देगी। पेरोल और चेक लाने के लिए भेजा गया था और पैकेज खो देना, जिसे मुझे अपनी इज्जत की तरह संभालना चाहिए था, एक बहुत बुरी बात थी। मैंने
इंजीनियर को बुलाया और उसे बताया कि यह पिछले कुछ मीलों में ही गिर गया होगा। क्या वह अपना इंजन उल्टा करके वापस जाकर उसे ढूंढेंगे? दयालु इंसान। उसने ऐसा ही किया। मैंने लाइन पर नज़र रखी और एक बड़ी नदी के किनारे, पानी से कुछ ही फीट की दूरी पर, मैंने वह पैकेज पड़ा हुआ देखा। मुझे अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास हुआ। मैं नीचे भागा और उसे पकड़ लिया। सब ठीक था। क्या मुझे यह बताने की ज़रूरत है कि जब तक वह पिट्सबर्ग में सुरक्षित नहीं पहुंच गया, तब तक वह मेरी मजबूत पकड़ से कभी बाहर नहीं निकला? इंजीनियर और फायरमैन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मेरी लापरवाही के बारे में पता था, और मुझे उनका आश्वासन था कि यह बात किसी को नहीं बताई जाएगी। घटना के बहुत बाद मैंने यह कहानी बताने की हिम्मत की। मान लीजिए कि वह पैकेट कुछ फीट और दूर गिर जाता और धारा में बह जाता, तो उस एक लापरवाही के असर को मिटाने के लिए मुझे कितने सालों की वफादार सेवा करनी पड़ती। अगर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया होता, तो मैं उन लोगों का भरोसा खो देता जिनका भरोसा सफलता के लिए ज़रूरी था। तब से मैंने कभी भी किसी नौजवान पर ज़्यादा सख्त होने में विश्वास नहीं किया, भले ही वह एक या दो भयानक गलतियां कर दें। और ऐसे मामलों में फैसला करते समय मैंने हमेशा यह याद रखने की कोशिश की है कि अगर एक दुर्घटना न हुई होती जिसने हॉलिडेसबर्ग से कुछ मील दूर नदी के किनारे मुझे वह खोया हुआ पैकेट वापस दिला दिया, तो मेरे अपने करियर में कितना फ़र्क पड़ता। मैं आज भी सीधे उसी जगह जा सकता हूँ, और बाद में जब भी मैं उस लाइन से गुजरा, तो मैंने हमेशा उस हल्के भूरे रंग के पैकेट को किनारे पर पड़ा हुआ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, ठीक है मेरे लड़के, अच्छे देवता तुम्हारे साथ थे, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। कम उम्र में ही मैं गुलामी विरोधी आंदोलन का एक मजबूत समर्थक बन गया, और 22 फरवरी 1856 को पिट्सबर्ग में रिपब्लिकन पार्टी की पहली राष्ट्रीय बैठक का उत्साह से स्वागत किया। हालांकि मैं वोट देने के लिए बहुत छोटा था। मैंने प्रमुख लोगों को सड़कों पर चलते हुए देखा। सीनेटर विल्सन, हेल और अन्य लोगों की प्रशंसा में खो गया। कुछ समय पहले मैंने रेल कर्मचारियों के बीच न्यूयॉर्क वीकली ट्रिब्यून के लिए 100 लोगों का एक क्लब बनाया था, और कभी-कभी महान संपादक होरेस ग्रीली को छोटे नोट्स लिखने की हिम्मत करता था, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत कुछ किया। पहली बार जब मैंने अपने काम को आज़ादी के उस समय के ज्वलंत अंग में छपा हुआ देखा, तो निश्चित रूप से यह मेरे करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। मैंने उस ट्रिब्यून को सालों तक संभाल कर रखा। आज पीछे मुड़कर देखने पर इस बात का अफसोस होता है कि गृह युद्ध जैसी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमारे देश को इस अभिशाप से आज़ाद कराने के लिए। लेकिन सिर्फ गुलामी ही ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ढीला ढाला फेडरल सिस्टम जिसमें राज्यों के अधिकार इतने ज़्यादा थे, वह लाजमी तौर पर एक मजबूत, सर्वशक्तिशाली केंद्रीय सरकार बनने से रोकता, या कम से कम इसमें बहुत ज़्यादा देरी करता। दक्षिणी सोच के तहत प्रवृत्ति सेंट्रीफ्यूगल केंद्र से दूर जाने वाली थी। आज यह सेंट्रीपिटल केंद्र की ओर आने वाली है। सब सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव में केंद्र की ओर खींचे चले आ रहे हैं, जिसके फैसले बहुत सही तरीके से आधे वकीलों की राय और आधा राजनेताओं का काम होते हैं। कई क्षेत्रों में एक रूपता लाना जरूरी है। शादी, तलाक, दिवालियापन, रेल रोड की देखरेख, कॉरपोरेशनों पर कंट्रोल और कुछ दूसरे विभागों को कुछ हद तक एक ही मुखिया के तहत लाया जाना चाहिए। आज जुलाई 1907 में इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने पर, जो कई साल पहले लिखा गया था, यह भविष्यवाणी जैसा लगता है। ये अब ज्वलंत मुद्दे हैं। इसके कुछ ही समय बाद रेल रोड कंपनी ने अपनी खुद की टेलीग्राफ लाइन बनाई। हमें इसके लिए ऑपरेटर देने पड़े। इनमें से ज्यादातर को हमारे पिट्सबर्ग के ऑफिस में सिखाया गया था। टेलीग्राफ का काम चौंकाने वाली तेजी से बढ़ता रहा। हम मुश्किल से ही तेजी से सुविधाएं दे पा रहे थे। नए टेलीग्राफ ऑफिस की जरूरत थी। मेरे साथी मैसेंजर बॉय डेवी मैककार्गो को मैंने 11 मार्च 1859 को टेलीग्राफ विभाग का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया। मुझे बताया गया है कि डेवी और मुझे यह श्रेय जाता है कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल रोड पर, या शायद किसी भी शाखा में, युवा महिलाओं को टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पर सबसे पहले नौकरी दी। कुल मिलाकर
हमने लड़कियों को अलग-अलग ऑफ़िस में ट्रेनी के तौर पर रखा, सिखाया और फिर ज़रूरत के हिसाब से उन्हें ऑफ़िस का इंचार्ज बनाया। इनमें से पहली मेरी चचेरी बहन, मिस मारिया होगन थी। वह पिट्सबर्ग के फरेट स्टेशन पर ऑपरेटर थी और उसके साथ लगातार ट्रेनी रखे जाते थे। उसका ऑफ़िस एक स्कूल बन गया था। हमारा अनुभव ये था कि युवा महिला ऑपरेटरों पर युवा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा भरोसा किया जा सकता था। महिलाओं द्वारा अपनाए गए सभी नए पेशों में से मुझे टेलीग्राफ ऑपरेटर के पेशे से बेहतर कोई और पेशा उनके लिए उपयुक्त नहीं लगता। मिस्टर स्कॉट सबसे अच्छे बॉस में से एक थे, जो किसी को भी मिल सकते थे और मैं जल्द ही उनसे बहुत घुल-मिल गया। वो मेरे महान आदमी थे और युवाओं में जो हीरो, पूजा की भावना होती है, वह सब मैंने उन पर बरसा दी। मैंने जल्द ही कल्पना में उन्हें महान पेंसिल्वेनिया रेलरोड के प्रेसिडेंसी पद पर बिठाना शुरू कर दिया। एक ऐसा पद जो उन्होंने बाद में हासिल किया, उनके अंडर मैंने धीरे-धीरे ऐसे काम किए जो मेरे डिपार्टमेंट से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे और मैं अपनी पक्की तरक्की का श्रेय एक अच्छी तरह से याद की जाने वाली घटना को दे सकता हूँ। रेलवे एक सिंगल लाइन थी। ट्रेनों को अक्सर टेलीग्राफ ऑर्डर देना ज़रूरी हो जाता था। हालांकि उस समय ट्रेनों को टेलीग्राफ से चलाना रेगुलर प्रैक्टिस नहीं थी। पेंसिल्वेनिया सिस्टम के किसी भी हिस्से पर, या सच कहूँ तो उस समय किसी भी दूसरे सिस्टम पर सुपरिटेंडेंट के अलावा किसी और को ट्रेन ऑर्डर देने की इजाज़त नहीं थी। उस समय टेलीग्राफिक ऑर्डर देना एक खतरनाक काम था, क्योंकि रेलवे मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम अभी अपनी शुरुआती स्टेज में था और लोगों को इसके लिए अभी तक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। मिस्टर स्कॉट को लाइन साफ करवाने की देखरेख करने के लिए रात रात भर ब्रेकडाउन या हादसों वाली जगहों पर जाना पड़ता था। इस वजह से वह कई सुबह ऑफिस से गैर मौजूद रहते थे। एक सुबह मैं ऑफिस पहुंचा और देखा कि ईस्टर्न डिवीजन में एक गंभीर दुर्घटना के कारण पश्चिम की ओर जाने वाली एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन लेट हो गई थी और पूर्व की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन हर मोड़ पर एक झंडा दिखाने वाले आदमी के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों दिशाओं में मालगाड़ियां साइडिंग पर खड़ी थीं। मिस्टर स्कॉट कहीं नहीं मिल रहे थे। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और जिम्मेदारी लेकर ट्रेन ऑन ऑर्डर देने और सब कुछ शुरू करने का फैसला किया। मेरे मन में मौत या वेस्टमिंस्टर एबे का ख्याल आया। मुझे पता था कि अगर मैंने गलती की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बदनामी होगी, शायद आपराधिक सज़ा भी मिलेगी। दूसरी ओर मैं उन थके हुए मालगाड़ी के कर्मचारियों को वापस ला सकता था जो पूरी रात बाहर रहे थे। मैं सब कुछ फिर से शुरू कर सकता था। मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। मैंने मिस्टर स्कॉट के ऑर्डर तार से भेजते समय अक्सर ऐसा किया था। मुझे पता था कि क्या करना है और इसलिए मैंने शुरू किया। मैंने उनके नाम से ऑर्डर दिए हर ट्रेन को शुरू किया। इंस्ट्रूमेंट के पास बैठकर हर टिक पर नज़र रखी। ट्रेनों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाया। अतिरिक्त सावधानी बरती और जब मिस्टर स्कॉट आखिरकार ऑफिस पहुंचे तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। उन्होंने देरी के बारे में सुन लिया था। उनके पहले शब्द थे, अच्छा, क्या हाल है? वह जल्दी से मेरे पास आए, अपनी पेंसिल पकड़ी और अपने ऑर्डर लिखने लगे। तब मुझे बोलना पड़ा और मैंने डरते डरते कहा, मिस्टर स्कॉट, मुझे आप कहीं नहीं मिले और मैंने आज सुबह आपके नाम से ये ऑन ऑर्डर दिए। क्या वे सब ठीक चल रहे हैं? ईस्टर्न एक्सप्रेस कहाँ है? मैंने उन्हें मैसेज दिखाए और उन्हें लाइन पर हर ट्रेन की स्थिति बताई। मालगाड़ियाँ, गिट्टी वाली ट्रेनें, सब कुछ। उन्हें अलग-अलग कंडक्टरों के जवाब दिखाए, उन स्टेशनों की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाई जहाँ से अलग-अलग ट्रेनें गुजरी थीं। सब ठीक था। उसने 1 सेकंड के लिए मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैंने मुश्किल से ही उसकी तरफ देखने की हिम्मत की। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन फिर से जो कुछ हुआ था, उसे ध्यान से देखा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह मेरे डेस्क से अपने डेस्क पर चला गया और बात वहीं खत्म हो गई। वह मेरे किए हुए काम को मंजूरी देने से डर रहा था। फिर भी उसने मुझे डांटा नहीं था। अगर सब ठीक हो जाता तो सब ठीक था। अगर सब गलत हो जाता तो जिम्मेदारी मेरी होती। बात ऐसी ही थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद कुछ सुबह वह बहुत रेगुलर और सही समय पर आता था। बेशक मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की।
ट्रेन के किसी भी आदमी को नहीं पता था कि मिस्टर स्कॉट ने खुद ऑर्डर नहीं दिए थे। मैंने लगभग मन बना लिया था कि अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो मैं उस सुबह वाली हरकत नहीं दोहराऊँगा, जब तक कि मुझे ऐसा करने की इजाज़त ना हो। मैं अपने किए हुए काम को लेकर काफ़ी परेशान था, जब तक कि मुझे मिस्टर फ्रांसिस्कस से पता नहीं चला, जो उस समय पिट्सबर्ग में फ्रेटिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, कि मिस्टर स्कॉट ने उस यादगार सुबह के बाद शाम को उनसे कहा था, "क्या तुम्हें पता है कि मेरे उस छोटे से सफ़ेद बालों वाले स्कॉटिश शैतान ने क्या किया?" नहीं। अगर उसने मेरी इजाज़त के बिना, बिना किसी अथॉरिटी के डिवीज़न की हर ट्रेन मेरे नाम पर नहीं चलाई हो, तो मेरा नाम बदल देना। "और क्या उसने सब ठीक किया?" फ्रांसिस्कस ने पूछा। "ओह! हाँ, सब ठीक।" इससे मुझे तसल्ली हुई। बेशक मुझे अगले मौके के लिए इशारा मिल गया था और मैं हिम्मत से आगे बढ़ा। उस तारीख के बाद से मिस्टर स्कॉट ने बहुत कम ही ट्रेन ऑर्डर दी। इस समय मेरे लिए सबसे महान व्यक्ति जॉन एडगर थॉमसन थे, जो पेंसिल्वेनिया के प्रेसिडेंट थे और जिनके नाम पर बाद में हमारी स्टील रेल मिलों का नाम रखा गया। वह जनरल ग्रांट के बाद सबसे कम बोलने वाले और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्हें मैं जानता था। हालांकि जनरल ग्रांट घर पर दोस्तों के साथ ज़्यादा बात करते थे। जब वह पिट्सबर्ग में अपनी रेगुलर विजिट पर आते थे, तो ऐसे चलते थे जैसे उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा हो। बाद में मुझे पता चला कि यह झिझक पूरी तरह से शर्म की वजह से थी। जब मैं मिस्टर स्कॉट के ऑफिस में था, तो मुझे हैरानी हुई जब वह टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट के पास आए और मुझे स्कॉट का एनडी कहकर मेरा अभिवादन किया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी ट्रेन चलाने की बहादुरी के बारे में सुना था। जीवन की आधी लड़ाई तो उस युवक ने पहले ही जीत ली है, जो बड़े अधिकारियों के सीधे संपर्क में आता है और हर लड़के का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने कर्तव्यों के दायरे से बाहर कुछ करना होना चाहिए। कुछ ऐसा जो उसके ऊपर वालों का ध्यान आकर्षित करे। कुछ समय बाद मिस्टर स्कॉट 1 या 2 हफ्ते के लिए यात्रा करना चाहते थे और उन्होंने मिस्टर लोम्बार्ड से मुझे डिवीज़न का इंचार्ज बनाने की अनुमति माँगी। वह काफ़ी हिम्मती आदमी थे, क्योंकि तब मैं अपनी किशोरावस्था से बहुत दूर नहीं था। अनुमति मिल गई। यह मेरे जीवन का बहुप्रतीक्षित अवसर था। एक बैलास्ट ट्रेन के कर्मचारियों की अक्षम्य लापरवाही के कारण हुई एक दुर्घटना को छोड़कर सब कुछ उनकी अनुपस्थिति में ठीक रहा। लेकिन यह दुर्घटना हुई, ये मेरे लिए बहुत दुःख की बात थी। अपने पद के सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैंने एक कोर्ट मार्शल किया, संबंधित लोगों से पूछताछ की, मुख्य अपराधी को तुरंत बर्खास्त कर दिया और इस घटना में शामिल होने के कारण 2 अन्य को सस्पेंड कर दिया, मिस्टर स्कॉट के लौटने के बाद। बेशक उन्हें इस दुर्घटना के बारे में बताया गया और उन्होंने मामले की जांच करने और उससे निपटने का प्रस्ताव रखा। मुझे लगा कि मैं बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन यह कदम उठाने के बाद मैंने उन्हें बताया कि सब कुछ तय हो गया था। मैंने मामले की जांच की थी और दोषियों को सज़ा दी थी। इनमें से कुछ ने मिस्टर स्कॉट से मामले को फिर से खोलने की अपील की, लेकिन अगर इस पर जोर दिया जाता तो मैं कभी भी इससे सहमत नहीं होता। मुझे लगता है कि शब्दों से ज़्यादा नज़र से मिस्टर स्कॉट मेरे इस नाजुक मुद्दे पर मेरी भावनाओं को समझ गए और सहमत हो गए। यह संभव है कि उन्हें डर था कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था और बहुत मुमकिन है कि वो सही थे। इसके कुछ साल बाद जब मैं खुद उस डिवीज़न का सुपरिटेंडेंट था, तो मेरे दिल में उन लोगों के लिए हमेशा एक नरम कोना था, जिन्हें उस समय कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। मुझे अपने इस पहले कोर्ट में अपने काम के बारे में ज़मीर की चुभन महसूस हुई थी। एक नया जज अक्सर इतना सीधा खड़ा होता है कि वह थोड़ा पीछे की ओर झुक जाता है। केवल अनुभव ही कोमलता की सर्वोच्च शक्ति सिखाता है। हल्का लेकिन निश्चित दंड जब ज़रूरी हो तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। सख्त सज़ाओं की ज़रूरत नहीं होती और पहली बार अपराध करने पर समझदारी से माफ़ कर देना अक्सर सबसे अच्छा होता है। जैसे-जैसे हमारे अंदरूनी दायरे के आधे दर्जन युवा ज्ञान में बढ़े, यह स्वाभाविक था कि जीवन और मृत्यु के रहस्य, यह दुनिया और परलोक हमारे रास्ते में आएँगे और उनसे निपटना होगा। हम सभी अच्छे, ईमानदार, आत्मसम्मान रखने वाले माता-पिता द्वारा पाले-पोसे गए थे, जो एक या दूसरे
धार्मिक संप्रदाय के सदस्य थे। पिट्सबर्ग के प्रमुख प्रेस्बिटेरियन मंत्रियों में से एक की पत्नी मिसेस मैकमिलन के प्रभाव से हम उनके पति के चर्च के सामाजिक दायरे में शामिल हो गए, जैसा कि मैं इसे मूर पर 16 जुलाई 1912 को पढ़ रहा हूँ। मेरे सामने लंदन से मिसेस मैकमिलन का एक नोट है, जो अपने 80वें साल में है। उनकी 2 बेटियों की शादी पिछले हफ्ते लंदन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों से हुई। एक ब्रिटेन में रहती है, दूसरी ने बोस्टन में नौकरी स्वीकार कर ली है। दोनों ही बहुत काबिल हैं। इस तरह हमारी अंग्रेजी बोलने वाली नस्ल एक साथ आती है। मिस्टर मैकमिलन पुराने ज़माने के अच्छे सख्त कैल्विनिस्ट थे। उनकी प्यारी पत्नी युवाओं की पैदाइशी लीडर थीं। हम सब उनके साथ ज़्यादा सहज महसूस करते थे और उनकी घर की पार्टियों में कहीं और से ज़्यादा मज़े करते थे। इसी वजह से हम में से कुछ लोग कभी-कभी उनके चर्च जाने लगे। नियतिवाद पर एक बहुत ज़ोरदार उपदेश जो मिलर ने वहाँ सुना, उसने हमारे बीच धर्मशास्त्र का विषय ला दिया और ये बात खत्म नहीं हुई। मिस्टर मिलर के लोग पक्के मेथोडिस्ट थे और टॉम को सिद्धांतों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। नियतिवाद का यह सिद्धांत, जिसमें शिशु नरक की बात भी शामिल थी, कुछ लोग महिमा के लिए पैदा हुए और दूसरे इसके विपरीत, उसे बहुत बुरा लगा। मुझे हैरानी हुई कि उपदेश के बाद मिस्टर मैकमिलन के पास इस मामले पर बात करने गए टॉम ने आखिर में कह दिया, मिस्टर मैकमिलन, अगर आपका विचार सही होता तो आपका भगवान एक पक्का शैतान होता और उस हैरान पादरी को अकेला छोड़ दिया। यह बात कई हफ्तों तक हमारी रविवार दोपहर की मुलाकातों का विषय बनी रही। क्या यह सच था या नहीं? और टॉम के इस बयान का क्या नतीजा होगा? क्या अब हम मिसेस मैकमिलन के मेहमान नहीं रहेंगे? शायद हम पादरी को छोड़ सकते थे, लेकिन हम में से किसी को भी उनकी पत्नी की मज़ेदार पार्टियों से निकाले जाने का विचार पसंद नहीं आया। एक बात साफ थी, कार्लाइल के इन मामलों पर संघर्षों ने हमें प्रभावित किया था और हम उनके इस संकल्प का पालन कर सकते थे। अगर यह अविश्वसनीय है तो भगवान के नाम पर इसे अविश्वसनीय माना जाए। केवल सच ही हमें आज़ाद कर सकता था और सच, पूरा सच हमें खोजना चाहिए। एक बार शुरू होने के बाद बेशक ये विषय हमारे साथ बना रहा और एक के बाद एक सिद्धांतों को कम ज्ञान वाले युग के लोगों के गलत विचारों के रूप में खारिज कर दिया गया। मुझे याद नहीं कि हमें दूसरे सिद्धांत के साथ सबसे पहले किसने शुरू किया था। ये एक ऐसा सिद्धांत था जिस पर हम अक्सर सोचते थे, माफ करने वाला भगवान इंसान का सबसे महान काम होगा। हमने यह मान लिया कि सभ्यता का हर चरण अपना खुद का भगवान बनाता है और जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है और बेहतर होता जाता है, वैसे ही अज्ञात के बारे में उसकी सोच भी बेहतर होती जाती है। उसके बाद हम सब कम धार्मिक हो गए, लेकिन मुझे यकीन है कि ज़्यादा सच्चे धार्मिक हो गए। संकट टल गया। खुशी की बात है कि हमें मिसेस मैकमिलन की सोसाइटी से बाहर नहीं निकाला गया। हालांकि वह एक यादगार दिन था जब हमने मिलर के बयान का साथ देने का फैसला किया। भले ही इसमें देश निकाला और इससे भी बुरा कुछ शामिल हो। हम जवान लड़के धर्मशास्त्र के बारे में काफ़ी जंगली हो रहे थे, हालांकि धर्म के बारे में ज़्यादा सच्चे मन से श्रद्धा रखते थे। हमारे ग्रुप को पहला बड़ा झटका तब लगा जब जॉन फिप्स घोड़े से गिरकर मर गया। ये हम सभी के लिए बहुत दुखद था, फिर भी मुझे याद है कि मैं तब खुद से कह सकता था, जॉन मानो अभी अभी इंग्लैंड अपने घर गया है जहां वह पैदा हुआ था। हम सभी जल्द ही उसके पीछे जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। तब मुझे कोई शक नहीं था, यह कोई उम्मीद नहीं थी जिसे मैं अपने दिल से लगा रहा था, बल्कि एक निश्चितता थी। धन्य हैं वे जो अपनी पीड़ा में ऐसी शरण पाते हैं। हम सभी को प्लेटो की सलाह माननी चाहिए और कभी भी अनंत आशा नहीं छोड़नी चाहिए। खुद को जादू टोने से लुभाते हुए, क्योंकि आशा महान है और इनाम बड़ा है। बिल्कुल सही। हमें दूसरी दुनिया में ले जाने वाला कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा कि हम अपने सबसे प्यारे लोगों के साथ हमेशा रहें, जैसा कि हमें इस दुनिया में उनके साथ जीवन भर रहने के लिए लाया गया है। दोनों ही
सीमित प्राणियों के लिए समान रूप से समझ से बाहर हैं। इसलिए आइए हम खुद को अनंत आशा से सांत्वना दें, जादू टोने की तरह, जैसा कि प्लेटो सलाह देता है। हालांकि यह कभी न भूलें कि हम सभी के यहाँ अपने कर्तव्य हैं और स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है। ये भी हमारे लिए एक सिद्धांत बन गया था कि जो यह कहता है कि कोई परलोक नहीं है, वह उतना ही मूर्ख है जितना कि वह जो कहता है कि है, क्योंकि कोई भी नहीं जान सकता। हालांकि सभी उम्मीद कर सकते हैं और करनी चाहिए। इस बीच स्वर्ग हमारा घर के बजाय घर हमारा स्वर्ग हमारा आदर्श वाक्य था। इन वर्षों के दौरान जिनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही थी। मेरे $35 प्रति माह बढ़कर 40 हो गए थे। श्री स्कॉट ने बिना मांगे ही यह बढ़ोतरी की थी। हर महीने आदमियों को पैसे देना मेरे काम का हिस्सा था। हम बैंक के चेक इस्तेमाल करते थे और मैं अपनी सैलरी हमेशा 2 $20 के सोने के सिक्कों में लेता था। वे मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियां लगते थे। परिवार की मीटिंग में यह तय हुआ कि हम वह प्लॉट और उस पर बने 2 छोटे फ्रेम वाले घर खरीद सकते हैं, जिनमें से एक में हम रहते थे और दूसरा 4 कमरों वाला घर, जिसमें तब तक मेरे अंकल और आंटी होगन रहते थे, जो कहीं और चले गए थे। ये मेरी प्यारी आंटी एटकेन की मदद से ही हुआ था कि हमें बुनकर की दुकान के ऊपर छोटे से घर में जगह मिली थी और अब हमारी बारी थी कि हम उनसे वापस उसी घर में आने के लिए कहें जो पहले उनका अपना था। इसी तरह जब हमने 4 कमरों वाले घर में रहना शुरू किया, अंकल होगन के गुजर जाने के बाद हम आंटी होगन को उनके पुराने घर में वापस ला पाए जब हम अल्टोना चले गए। खरीदते $700 थी। तब संघर्ष अर्धवार्षिक ब्याज की किश्तें चुकाने और मूलधन का जितना हो सके उतना बचाने का था। ज्यादा समय नहीं लगा और कर्ज चुक गया और हम संपत्ति के मालिक बन गए। लेकिन इससे पहले कि यह पूरा होता, हमारे परिवार में पहला दुखद हादसा हुआ। मेरे पिता की मृत्यु 2 अक्टूबर 1855 को। सौभाग्य से बाकी 3 सदस्यों के लिए जीवन के कर्तव्य बहुत जरूरी थे। दुख और कर्तव्य में मुकाबला था और हमें काम करना पड़ा। उनकी बीमारी से जुड़े खर्चों को बचाना और चुकाना था और हमारे पास इस समय तक ज्यादा बचत नहीं थी। और यहीं हमारे अमेरिका में शुरुआती जीवन की एक प्यारी घटना आती है। हमारे छोटे स्वीडनबोर्गियन समाज के मुख्य सदस्य श्री डेविड मैककैंडलेस थे। उन्होंने मेरे पिता और माता पर थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन रविवार को चर्च में कुछ बातों के अलावा मुझे याद नहीं है कि वे कभी करीब से मिले हों। हालांकि वह आंटी एटकेन को अच्छी तरह जानते थे और अब उन्होंने उन्हें बुलवाया और कहा कि अगर मेरी माँ को इस दुखद समय में किसी पैसे की मदद की ज़रूरत है तो वह जो भी ज़रूरी होगा देने में बहुत खुश होंगे। उन्होंने मेरी बहादुर माँ के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह काफ़ी था। जब मदद की ज़रूरत नहीं रह जाती या जब कोई ऐसी स्थिति में होता है जिससे वह शायद एहसान चुका सके, तो इतनी तरह की मदद की पेशकश मिलती है कि बिना किसी स्वार्थ के की गई भलाई के काम को रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक गरीब स्कॉटिश औरत थी जिसके पति की मौत हो गई थी। उसका सबसे बड़ा बेटा अभी-अभी काम शुरू कर रहा था और दूसरा बेटा अपनी शुरुआती किशोरावस्था में था, जिसकी मुसीबतों ने इस आदमी को प्रभावित किया और जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें कम करने की कोशिश की। हालांकि मेरी माँ दी गई मदद को मना कर पाईं, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि मिस्टर मैककैंडलेस ने हमारे दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली। मैं इस बात पर पक्का विश्वास करता हूँ कि जो लोग अपने करियर के मुश्किल समय में ज़रूरी मदद के हकदार होते हैं, उन्हें आमतौर पर वह मिल जाती है। दुनिया में बहुत से शानदार स्वभाव के लोग हैं, पुरुष और महिलाएं, जो न केवल मदद करने को तैयार हैं, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए उत्सुक भी हैं, जिन्हें वे लायक समझते हैं। आमतौर पर जो लोग खुद की मदद करने की इच्छा दिखाते हैं, उन्हें दूसरों की मदद मिलने के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं होती। पिताजी की मौत के बाद मेरे ऊपर पहले से कहीं ज़्यादा मामलों का मैनेजमेंट आ गया। माँ जूते सिलती रहीं, टॉम रोज पब्लिक स्कूल जाता रहा और मैं मिस्टर स्कॉट के साथ रेलवे कंपनी में काम करता रहा। ठीक इसी समय फॉर्चुनेटस ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मिस्टर स्कॉट ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास 5
$100 हैं? अगर हाँ, तो उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 500 सेंट मेरे कैपिटल के ज़्यादा करीब थे। मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए निश्चित रूप से $50 भी बचाकर नहीं रखे थे, लेकिन मैं अपने लीडर और महान आदमी के साथ फाइनेंशियली जुड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे लगता है कि मैं वह रकम मैनेज कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एडम्स एक्सप्रेस के 10 शेयर थे जो वह खरीद सकते थे, जो विल्किंसबर्ग के एक स्टेशन एजेंट मिस्टर रेनॉल्ड्स के थे। बेशक उस शाम यह बात परिवार के मुखिया को बताई गई और उन्होंने जल्द ही सुझाव दिया कि क्या किया जा सकता है। वह कभी फेल हुई हैं भला? हमने तब तक घर के लिए $500 दे दिए थे और किसी तरह उन्हें लगा कि इसे लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा जा सकता है। मेरी माँ अगली सुबह ईस्ट लिवरपूल के लिए स्टीमर से गईं, रात में पहुंची और वहां अपने भाई के जरिए पैसे का इंतजाम किया। वह जस्टिस ऑफ डी एड पीस थे, उस समय के छोटे से शहर के एक जाने माने निवासी थे और उनके पास किसानों से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी रकम थी। हमारा घर गिरवी रखा गया और माँ $500 वापस लाएं जो मैंने मिस्टर स्कॉट को दे दिए, जिन्होंने जल्द ही बदले में मुझे वे 10 शेयर दिला दिए। अप्रत्याशित रूप से प्रीमियम के तौर पर $100 और देने थे, लेकिन मिस्टर स्कॉट ने दयालुता से कहा कि मैं वह तब दे सकता हूं जब सुविधा हो, और यह बेशक एक आसान काम था। यह मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था, उन अच्छे पुराने दिनों में मंथली डिविडेंड अब से ज़्यादा मिलते थे और एडम्स एक्सप्रेस हर महीने डिविडेंड देती थी। एक सुबह मेरे डेस्क पर एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा था जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में एंड्रयू कार्नेगी एस्क्वायर लिखा था। एस्क्वायर शब्द सुनकर लड़के और मैं बहुत खुश हुए। एक कोने पर एडम्स एक्सप्रेस कंपनी की गोल मुहर लगी थी। मैंने लिफाफा खोला, उसमें सिर्फ $10 का एक चेक था जो न्यूयॉर्क के गोल्ड एक्सचेंज बैंक का था। मैं उस चेक को जब तक जिंदा रहूंगा याद रखूंगा, और उस जॉन हैनकॉक के सिग्नेचर को भी। जेसी बैबकॉक, कैशियर। इससे मुझे कैपिटल से पहली कमाई मिली, कुछ ऐसा जिसके लिए मैंने पसीना बहाकर मेहनत नहीं की थी। यूरेका! मैं चिल्लाया। ये वही हंस है जो सोने के अंडे देता है। हमारी पार्टी का रिवाज था कि हम रविवार की दोपहर जंगल में बिताते थे। मैंने पहला चेक अपने पास रखा और जब हम वुड्स रन के पास मिले एक पसंदीदा झुरमुट में पेड़ों के नीचे बैठे थे तो उसे दिखाया। मेरे साथियों पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। उनमें से किसी ने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा भी नहीं था। हमने बचत करने और इन्वेस्टमेंट के अगले मौके का इंतज़ार करने का फैसला किया, जिसमें हम सभी हिस्सा लेंगे, और सालों बाद तक हम अपने छोटे-मोटे इन्वेस्टमेंट को बाँटते रहे और लगभग पार्टनर की तरह मिलकर काम करते रहे। इस समय तक मेरे जान-पहचान वालों का दायरा ज़्यादा नहीं बढ़ा था। मिसेज़ फ्रांसिस्कस, जो हमारे फ्रेट एजेंट की पत्नी थीं, बहुत दयालु थीं और कई बार उन्होंने मुझे पीटर्सबर्ग में अपने घर बुलाया। वह अक्सर उस पहले मौके की बात करती थीं, जब मैंने मिस्टर स्कॉट का मैसेज देने के लिए 3rd स्ट्रीट वाले घर की घंटी बजाई थी। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। मैंने शर्माते हुए मना कर दिया और मेरी झिझक दूर करने के लिए उन्हें मुझे मनाना पड़ा। सालों तक वह मुझे अपने घर में खाना खाने के लिए राजी नहीं कर पाईं। मुझे दूसरे लोगों के घरों में जाने में बहुत झिझक होती थी, ज़िंदगी में काफ़ी बाद तक। लेकिन मिस्टर स्कॉट कभी-कभी जोर देते थे कि मैं उनके होटल जाऊं और उनके साथ खाना खाऊं, और ये मेरे लिए बहुत ख़ास मौके होते थे। मिस्टर फ्रांसिस्कस का घर मिस्टर लोम्बर्ट के अल्टूना वाले घर को छोड़कर पहला बड़ा घर था जिसमें मैं कभी गया था, जहाँ तक मुझे याद है। मेरी नज़र में हर घर फैशनेबल था जो किसी भी मुख्य सड़क पर होता था, बशर्ते उसमें हॉल का एंट्रेंस हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी अनजान घर में रात नहीं बिताई थी, जब तक कि ग्रीन्सबर्ग के मिस्टर स्टोक्स, जो पेंसिल्वेनिया रेलर रोड के चीफ काउंसिल थे, ने मुझे रविवार बिताने के लिए अपने देश के खूबसूरत घर में इनवाइट नहीं किया। यह मिस्टर स्टॉक्स के लिए एक अजीब बात थी, क्योंकि मैं उनके जैसे शानदार और पढ़े लिखे आदमी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता था। मुझे यह सम्मान मिलने का कारण एक कम्युनिकेशन था जो मैंने पिट्सबर्ग जर्नल के लिए लिखा था। अपनी टीनेज में भी मैं प्रेस के लिए लिखता था।
एडिटर बनना मेरी महत्वाकांक्षाओं में से एक था। हॉरेस ग्रीले और ट्रिब्यून इंसानी जीत का मेरा आदर्श थे। अजीब बात है कि एक दिन ऐसा आया जब मैं ट्रिब्यून खरीद सकता था, लेकिन तब तक मोती अपनी चमक खो चुका था। हमारे हवाई किले अक्सर जिंदगी में देर से हमारे हाथ लगते हैं, लेकिन तब वे आकर्षित नहीं करते। मेरे आर्टिकल का विषय पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी के प्रति शहर का रवैया था। इस पर गुमनाम साइन थे और मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि इसे जर्नल के कॉलम में एक खास जगह मिली, जिसका मालिकाना हक और एडिटिंग रॉबर्ट एम रिडल करते थे। मैंने ऑपरेटर के तौर पर मिस्टर स्कॉट को एड्रेस किया हुआ और मिस्टर स्टॉक्स द्वारा साइन किया हुआ एक टेलीग्राम रिसीव किया, जिसमें उनसे मिस्टर रिडल से यह पता लगाने के लिए कहा गया था कि उस कम्युनिकेशन का लेखक कौन था। मुझे पता था कि मिस्टर रिडल लेखक का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि वे उसे नहीं जानते थे, लेकिन साथ ही मुझे डर था कि अगर मिस्टर स्कॉट उनसे मिलेंगे तो वे उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट दे देंगे, जिसे मिस्टर स्कॉट निश्चित रूप से एक नज़र में पहचान लेंगे। इसलिए मैंने मिस्टर स्कॉट को सब सच बता दिया और उन्हें बताया कि मैं ही लेखक हूँ। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने वह सुबह पढ़ा था और सोच रहे थे कि इसे किसने लिखा है। उनकी अविश्वास भरी नज़र मुझसे छिपी नहीं रही। कलम मेरे लिए एक हथियार बनती जा रही थी। मिस्टर स्टॉक्स का मुझे उनके साथ रविवार बिताने का न्योता जल्द ही आ गया और वह मुलाकात मेरी ज़िंदगी के यादगार पलों में से एक है। इसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मिस्टर स्टॉक्स के घर की शान शौकत ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन उसकी एक चीज़ जो बाकी सब पर भारी पड़ी, वह उनकी लाइब्रेरी में संगमरमर का मेंटल पीस था। मेहराब के बीच में संगमरमर पर खुदी हुई एक खुली किताब थी, जिस पर यह लिखा था, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जो नहीं करेगा वह कट्टर है, जो हिम्मत नहीं करता वह गुलाम है। इन महान शब्दों ने मुझे रोमांचित कर दिया। मैंने खुद से कहा, किसी दिन मेरे पास एक लाइब्रेरी होगी। यह भविष्य की सोच थी और ये शब्द यहाँ की तरह ही मेंटल पीस की शोभा बढ़ाएंगे। और आज न्यूयॉर्क और स्किबो में ऐसा ही है। एक और रविवार जो मैंने कई सालों के अंतराल के बाद उनके घर बिताया, वह भी यादगार था। तब मैं पेंसिल्वेनिया रेल रोड के पिट्सबर्ग डिवीज़न का सुपरिटेंडेंट बन गया था। दक्षिण अलग हो गया था। मैं झंडे के लिए पूरी तरह जोश में था। मिस्टर स्टॉक्स, जो एक प्रमुख डेमोक्रेट थे, ने यूनियन को बचाने के लिए उत्तम बोध द्वारा बल प्रयोग करने के अधिकार के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने ऐसी भावनाएं व्यक्त की जिससे मेरा खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया और मैं चिल्लाया, मिस्टर स्टोक्स, हम 6 हफ्ते से भी कम समय में आप जैसे लोगों को फांसी देंगे। जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे उनकी हंसी और बगल वाले कमरे में अपनी पत्नी को बुलाते हुए उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। नैन्सी, नैन्सी, इस जवान स्कॉटिश शैतान की बात सुनो। ये कहता है कि वे 6 हफ्ते से भी कम समय में मुझ जैसे लोगों को फांसी देंगे। उन दिनों अजीब अजीब घटनाएं हुईं। कुछ समय बाद वही मिस्टर स्टोक्स वॉशिंगटन में मेरे पास आए और मुझसे वॉलंटियर फोर्स में मेजर का कमीशन दिलाने में मदद करने के लिए कहा। मैं उस समय युद्ध सचिव के ऑफिस में था। सरकार के लिए मिलिट्री, रेलवे और टेलीग्राफ को मैनेज करने में मदद कर रहा था। ये अपॉइंटमेंट उन्हें मिल गया और उसके बाद वे मेजर स्टॉक्स बन गए। इसलिए जिस आदमी को यूनियन के लिए लड़ने के उत्तर के अधिकार पर शक था, उसने खुद अच्छे काम के लिए तलवार उठाई। शुरुआत में लोगों ने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहस की और थ्योरी दी। जब झंडे पर गोली चलाई गई तो दुनिया में सब कुछ बदल गया। एक ही पल में सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। कागजी संविधान भी शामिल थे, यूनियन और ओल्ड ग्लोरी। बस लोगों को इसी की परवाह थी, लेकिन यह काफी था। संविधान का मकसद एक झंडा सुनिश्चित करना था और जैसा कि कर्नल इंगरसोल ने ऐलान किया, अमेरिकी महाद्वीप पर 2 झंडे फहराने के लिए काफी हवा नहीं थी। पेंसिल्वेनिया के सुपरिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट को 1856 में पेंसिल्वेनिया रेल रोड का जनरल सुपरिटेंडेंट बनाया गया। उन्होंने मिस्टर लोम्बार्ड की जगह ली और वह मुझे, जो उस समय 23 साल का था, अपने साथ अल्टूना ले गए। पिट्सबर्ग में जान पहचान का यह टूटना एक बड़ा दुख था।
लेकिन किसी भी चीज़ को मेरे बिज़नेस करियर में एक पल के लिए भी दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। मेरी माँ इस बात से संतुष्ट थीं, भले ही उन पर कितना भी दबाव था। इसके अलावा अपने लीडर का साथ देना मिस्टर स्कॉट जैसे सच्चे दोस्त के लिए ज़रूरी था। सुपरिटेंडेंट के पद पर उनकी तरक्की से कुछ जलन पैदा हुई और इसके अलावा उन्हें अपनी नियुक्ति की शुरुआत में ही हड़ताल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ समय पहले पिट्सबर्ग में अपनी पत्नी को खो दिया था और उनके अकेलेपन के पल थे। वह अल्टूना में अपने नए हेडक्वार्टर में अजनबी थे और मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे वह दोस्ती कर सकें। हम कई हफ्तों तक रेलवे होटल में साथ रहे, इससे पहले कि उन्होंने घर बसाया और अपने बच्चों को पिट्सबर्ग से बुलाया, और उनकी इच्छा पर मैंने उनके साथ वही बड़ा बेडरूम शेयर किया। वह हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहते थे। हड़ताल और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। मुझे याद है कि एक रात मुझे जगाया गया और बताया गया कि मालगाड़ी के कर्मचारियों ने मिफ्लिन में अपनी ट्रेनें छोड़ दी हैं, कि इस वजह से लाइन ब्लॉक हो गई है और सारा ट्रैफिक रुक गया है। मिस्टर स्कॉट उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे उन्हें जगाना ठीक नहीं लगा, ये जानते हुए कि वह कितने ज़्यादा काम करते थे और चिंतित रहते थे। लेकिन वह जाग गए और मैंने सुझाव दिया कि मुझे जाकर इस मामले को देखना चाहिए। वह आधे जागे हुए थे, इसीलिए उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो मैं ऑफिस गया और उनके नाम पर कर्मचारियों से बात की और उन्हें अगले दिन अल्टूना में सुनवाई का वादा किया। मैं उन्हें ड्यूटी पर वापस लाने और ट्रैफिक शुरू करवाने में कामयाब रहा। न सिर्फ ट्रेन के कर्मचारी बागी मूड में थे, बल्कि वर्कशॉप के कर्मचारी भी नाराज लोगों के साथ शामिल होने के लिए तेजी से संगठित हो रहे थे। यह मुझे एक अजीब तरीके से पता चला। एक रात जब मैं अंधेरे में घर जा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और बोला, मुझे आपके साथ नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन आपने एक बार मुझ पर एहसान किया था और मैंने तब तय किया था कि अगर कभी मैं आपकी सेवा कर सका तो ज़रूर करूँगा। मैंने पिट्सबर्ग में ऑफिस में जाकर लोहार के काम के लिए पूछा। आपने कहा कि उस समय पिट्सबर्ग में कोई काम नहीं था, लेकिन शायद अल्टूना में नौकरी मिल सकती है, और अगर मैं कुछ मिनट इंतज़ार करूं तो आप टेलीग्राम से पूछेंगे। आपने ऐसा करने की परेशानी उठाई, मेरे सिफारिशों की जांच की और मुझे एक पास दिया और मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे एक शानदार नौकरी मिल गई है। मेरी पत्नी और परिवार यहाँ हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना अच्छा नहीं रहा, और अब मैं आपको आपके भले के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सुना और उसने आगे बताया कि दुकानदारों द्वारा एक पेपर पर तेज़ी से साइन किए जा रहे थे, जिसमें वे अगले सोमवार को हड़ताल करने का वादा कर रहे थे। समय बर्बाद करने का नहीं था। मैंने सुबह मिस्टर स्कॉट को बताया और उन्होंने तुरंत छपे हुए नोटिस दुकानों में लगवा दिए कि जिन सभी लोगों ने पेपर पर साइन किए थे, हड़ताल करने का वादा करते हुए, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें पेमेंट लेने के लिए ऑफिस आना चाहिए। इस बीच साइन करने वालों के नामों की एक लिस्ट हमारे पास आ गई थी और इस बात की घोषणा की गई। घबराहट फैल गई और धमकी दी गई। हड़ताल टूट गई। मेरी जिंदगी में लोहार जैसी कई घटनाएं हुई हैं। मामूली ध्यान या विनम्र लोगों के प्रति एक दयालु शब्द अक्सर इतना बड़ा इनाम वापस लाता है जितना कि उम्मीद नहीं होती। कोई भी दयालु काम कभी बेकार नहीं जाता। आज भी मैं कभी कभी ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्हें मैं भूल गया था, जो मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने उन्हें कुछ मामूली ध्यान दिया था, खासकर जब मैं गृह युद्ध के दौरान वॉशिंगटन में सरकारी रेलवे अंडर टेलीग्राफ का इंचार्ज था। जब मैं लोगों को लाइनों के अंदर से गुजरने देता था, एक पिता को घायल या बीमार बेटे तक पहुंचने में मदद की, या उसके शव को घर लाने में सक्षम बनाया, या इसी तरह की कोई सेवा। मैं इन छोटी मोटी बातों के लिए अपनी जिंदगी के कुछ सबसे सुखद पलों और सबसे सुखद घटनाओं का ऋणी हूँ। और ऐसी बातों के बारे में यह बात है, वे निस्वार्थ होती हैं और इनाम उस व्यक्ति की विनम्रता के अनुपात में मीठा होता है जिस पर आपने एहसान किया है। यह एक करोड़पति के बजाय एक गरीब मजदूर पर दया करने में कई गुना ज्यादा मायने रखता है, जो शायद किसी दिन एहसान चुका सके। वर्ड्सवर्थ की पंक्तियां कितनी सच हैं। एक अच्छे आदमी के जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा उसके छोटे गुमनाम भुला दिए गए काम, दया और प्यार के। मिस्टर स्कॉट के साथ अल्टूना में बिताए
2 सालों की, उसके नतीजों के हिसाब से सबसे बड़ी घटना ये थी कि मैं कंपनी के खिलाफ एक मुकदमे में मुख्य गवाह था, जिसका ट्रायल ग्रीन्सबर्ग में शानदार मेजर स्टोक्स मेरे पहले मेज़बान कर रहे थे। डर था कि मुझे वादी द्वारा समन भेजा जाएगा और मेजर केस को टालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मिस्टर स्कॉट से मुझे जितनी जल्दी हो सके राज्य से बाहर भेजने के लिए कहा। यह मेरे लिए एक अच्छा बदलाव था, क्योंकि मैं अपने 2 जिगरी दोस्तों मिलर और विल्सन से मिल सका, जो उस समय क्रेस्टलाइन, ओहियो में रेलवे सेवा में थे। वहाँ जाते समय पीछे वाली कार की आखिरी सीट पर बैठकर लाइन देखते हुए एक किसान जैसा दिखने वाला आदमी मेरे पास आया। उसके हाथ में एक छोटा हरा बैग था। उसने कहा कि ब्रेक लगाने वाले ने उसे बताया था कि मेरा कनेक्शन पेंसिल्वेनिया रेल रोड से है। वह मुझे एक कार का मॉडल दिखाना चाहता था जो उसने रात में यात्रा के लिए बनाया था। उसने बैग में से एक छोटा मॉडल निकाला जिसमें एक स्लीपिंग कार का एक सेक्शन दिखाया गया था। ये वही मशहूर टीटी वुडरफ थे जो अब सभ्यता के उस ज़रूरी हिस्से स्लीपिंग कार के आविष्कारक थे। इसकी अहमियत मुझे समझ में आ गई। मैंने उससे पूछा कि अगर मैं उसे बुलाऊं तो क्या वह अल्टूना आएगा, और मैंने वादा किया कि लौटते ही मैं यह मामला मिस्टर स्कॉट के सामने रखूंगा। मैं उस स्लीपिंग कार का आइडिया अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और अल्टूना लौटने के लिए बहुत बेचैन था ताकि मैं मिस्टर स्कॉट को अपने विचार बता सकूं। जब मैंने ऐसा किया तो उन्हें लगा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, लेकिन वह काफ़ी समझने वाले थे और कहा कि मैं पेटेंट वाले को टेलीग्राम कर सकता हूं। वह आया और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जैसे ही 2 कारें बन जाएंगी उन्हें लाइन पर लगा दिया जाएगा। इसके बाद मिस्टर वुडरफ ने, मुझे बहुत हैरानी हुई, मुझसे पूछा कि क्या मैं इस नए काम में उनके साथ शामिल नहीं होऊंगा और मुझे इस वेंचर में 8वां हिस्सा देने की पेशकश की। मैंने तुरंत उनका ऑफर मान लिया, यह भरोसा करते हुए कि मैं किसी न किसी तरह पेमेंट कर दूंगा। दोनों कारों का पेमेंट डिलीवरी के बाद हर महीने किस्तों में किया जाना था। जब पहली पेमेंट करने का समय आया तो मेरा हिस्सा 217 और आधा डॉलर था। मैंने हिम्मत करके लोकल बैंकर मिस्टर लॉयड से उस रकम का लोन लेने का फैसला किया। मैंने उन्हें यह मामला समझाया और मुझे याद है कि उन्होंने अपना बड़ा हाथ, वह 6 फीट 3 या 4 इंच के थे, मेरे कंधे पर रखा और कहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूंगा, तुम ठीक हो एंडी। और यहीं मैंने अपना पहला नोट बनाया और सच में एक बैंकर से उसे स्वीकार करवाया। एक जवान आदमी के करियर में वह कितना गर्व का पल था। स्लीपिंग कारें बहुत सफल रहीं और उनकी महीने की कमाई से महीने की किस्तें चुकाई गईं। मैंने जो पहली अच्छी खासी रकम कमाई वह इसी सोर्स से थी। आज 19 जुलाई 1909 को जब मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हाल ही में मुझे मिस्टर लॉयड की शादीशुदा बेटी से खबर मिली, जिसने मुझे अपने पिता के मेरे लिए गहरे प्यार के बारे में बताया, जिससे मैं सच में बहुत खुश हुआ। मेरी माँ और भाई के आने के बाद अल्टूना में हमारी ज़िंदगी में एक ज़रूरी बदलाव ये आया कि सिर्फ अपने आप रहने के बजाय यह ज़रूरी समझा गया कि हमारे पास एक नौकर होना चाहिए। मेरी माँ को परिवार में किसी अजनबी को लाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था। वह अपने दोनों बेटों के लिए सब कुछ थी और सब कुछ करती थी। यही उनकी ज़िंदगी थी और उन्होंने एक मजबूत औरत की पूरी जलन के साथ एक अजनबी के घर में आने का विरोध किया, जिसे घर में कुछ भी करने की इजाज़त दी जानी थी। उन्होंने अपने बेटों के लिए खाना बनाया और परोसा, उनके कपड़े धोए और सिले, उनके बिस्तर लगाए, उनका घर साफ किया। कौन उन्हें उन माँ वाले अधिकारों से वंचित करने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन फिर भी हम उस ज़रूरी नौकरानी से बच नहीं पाए। एक आया और दूसरे भी आए और इनके साथ उस सच्ची पारिवारिक खुशी का भी बहुत कुछ खत्म हो गया, जो अकेलेपन से मिलती है। दूसरों की सेवा, माँ के प्यार भरे काम का एक खराब विकल्प है। एक अनजान रसोइये द्वारा बनाया गया दिखावटी खाना जिसे कोई शायद ही कभी देखता है और काम के लिए पैसे दिए गए हाथों से परोसा गया। उसमें वह मिठास नहीं होती जो माँ के हाथ आपके सामने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति और सबूत के रूप में रखते हैं, जिनके आशीर्वादों के लिए मुझे आभारी होना चाहिए। उनमें से एक ये है कि बचपन में न तो कोई नर्स और न ही कोई गवर्नेंस मेरी साथी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गरीब बच्चों को सबसे गर्मजोशी भरे स्नेह और पारिवारिक
संबंधों के प्रति सबसे करीबी लगाव के लिए जाना जाता है और उनमें उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत पुत्रवत सम्मान होता है जिन्हें गलती से जीवन में अधिक भाग्यशाली कहा जाता है। उन्होंने बचपन और जवानी के प्रभावशाली साल पिता और माँ के साथ लगातार प्यार भरे संपर्क में बिताए हैं, जिनके लिए वे सब कुछ हैं। कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आता। जिस बच्चे के पिता उसके शिक्षक, साथी और सलाहकार हैं, और जिसकी माँ उसके लिए एक नर्स, दर्जी, गवर्नेंस, शिक्षक, साथी, नायिका और संत सब एक ही में है, उसके पास एक ऐसी विरासत है जिससे धनवान बच्चा अनजान रहता है। एक समय आता है, हालांकि प्यारी माँ इसे देख नहीं पाती, जब एक बड़ा बेटा अपनी संत माँ को गले लगाकर और उन्हें प्यार से चूमकर समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो उसे कुछ तरीकों से मदद करने दे तो यह बहुत बेहतर होगा कि दुनिया में पुरुषों के बीच रहकर और मामलों से निपटते हुए वह कभी-कभी ऐसे बदलाव देखता है जिन्हें करना वांछनीय होगा। कि युवा लड़कों के लिए सुखद जीवन शैली को कुछ मामलों में बदला जाना चाहिए और घर को उनके दोस्तों के आने के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। खासकर मेहनती माँ को अब से आराम का जीवन जीना चाहिए, अधिक पढ़ना और घूमना चाहिए और प्यारे दोस्तों का मनोरंजन करना चाहिए। संक्षेप में, अपनी उचित और योग्य स्थिति में आना चाहिए। बेशक ये बदलाव मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसकी आवश्यकता को पहचाना। शायद पहली बार महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा बेटा बड़ा हो रहा है। प्यारी माँ, मैंने विनती की। मेरे हाथ अभी भी उनके चारों ओर थे। आपने टॉम और मेरे लिए सब कुछ किया है और हमारे लिए सब कुछ रही हैं। और अब मुझे भी आपके लिए कुछ करने दीजिए। आइए हम पार्टनर बने और हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें। अब समय आ गया है कि आप लेडी की तरह रहें और कुछ दिनों में आप अपनी गाड़ी में सवारी करेंगी। इस बीच उस लड़की को अपनी मदद के लिए बुला लीजिए, टॉम, और मुझे यह अच्छा लगेगा। जीत मिल गई और मेरी माँ हमारे साथ बाहर जाने लगी और अपने पड़ोसियों से मिलने लगी। उन्हें आत्मनियंत्रण या अच्छे शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं थी। ये उनमें जन्मजात थे। और जहाँ तक शिक्षा, ज्ञान, दुर्लभ अच्छी समझ और दयालुता की बात है, शायद ही उन्हें कोई अपने बराबर का मिलता। मैंने शायद ही के बजाय कभी नहीं लिखा और फिर उसे काट दिया। फिर भी मेरी निजी राय सुरक्षित है। अल्टूना में जीवन मेरे लिए मिस्टर स्कॉट की भतीजी मिस रेबेका स्टीवर्ट की वजह से और अधिक सुखद हो गया, जो उनके लिए घर का काम संभालती थी। उन्होंने मेरे लिए बड़ी बहन की भूमिका पूरी तरह से निभाई, खासकर जब मिस्टर स्कॉट को फिलाडेल्फिया या कहीं और बुलाया जाता था। हम बहुत सा रहते थे, अक्सर दोपहर में जंगलों में गाड़ी चलाते थे। यह घनिष्ठता कई सालों तक बनी रही और 1906 में उनके कुछ पत्रों को दोबारा पढ़कर मुझे पहले से कहीं ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। वह मेरी उम्र से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमेशा बहुत बड़ी लगती थीं। निश्चित रूप से वह ज़्यादा परिपक्व थीं और बड़ी बहन की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम थीं। उन्हीं की तरफ मैं उन दिनों एक आदर्श महिला के रूप में देखता था। मुझे दुख है कि बाद के सालों में हमारे रास्ते इतने अलग हो गए। उनकी बेटी ने अर्ल ऑफ ससेक्स से शादी की और बाद के सालों में उनका घर विदेश में रहा। 19 जुलाई 1909 श्रीमती कार्नेगी और मुझे पिछले अप्रैल में मेरी बड़ी बहन जैसी दोस्त मिली, जो अब विधवा हैं। पेरिस में उनकी बहन और उनकी बेटी भी सब ठीक और खुश हैं। सच में बहुत खुशी हुई। जवानी के सच्चे दोस्तों का कोई विकल्प नहीं होता। मिस्टर स्कॉट लगभग 3 साल तक अल्टूना में रहे। जब उन्हें पदोन्नति मिली 1859 में, उन्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और उनका ऑफिस फिलाडेल्फिया में था। मेरा क्या होगा, ये एक गंभीर सवाल था। क्या वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे या मुझे नए अधिकारी के साथ अल्टूना में रहना होगा? ये सोच मेरे लिए असहनीय थी। मिस्टर स्कॉट से अलग होना ही काफी मुश्किल था। उनकी जगह किसी नए अधिकारी की सेवा करना मुझे संभव नहीं लगा। जहां तक मेरा सवाल था, सूरज उन्हीं के लिए उगता और डूबता था।
उनके अलावा किसी और के ज़रिए मेरे प्रमोशन का ख़्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। वह फ़िलाडेल्फ़िया में प्रेसिडेंट के साथ अपनी मीटिंग से लौटे और मुझे अपने घर के उस प्राइवेट कमरे में आने को कहा, जो ऑफ़िस से जुड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि यह तय हो गया है कि वह फ़िलाडेल्फ़िया चले जाएँगे। डिवीज़न सुपरिटेंडेंट मिस्टर एनोक लुइस उनके उत्तराधिकारी होंगे। मैं बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था क्योंकि वह इस बात का खुलासा करने वाले थे कि वह मेरे साथ क्या करने वाले हैं। आखिर में उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पिट्सबर्ग डिवीज़न को संभाल पाओगे? मैं उस उम्र में था जब मुझे लगता था कि मैं कुछ भी मैनेज कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कोशिश ना करता, लेकिन मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि कोई और, खासकर मिस्टर स्कॉट, ये सोचेंगे कि मैं अभी तक उस तरह का कोई भी काम करने के लिए फिट हूँ जो प्रपोज किया गया था। मैं सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उस समय मेरा रोल मॉडल लॉर्ड जॉन रसेल थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह कल ही चैनल फ्लीट की कमान संभाल लेंगे। वैसे ही वॉलेस या ब्रूस भी। मैंने मिस्टर स्कॉट से कहा कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा, मिस्टर पॉट्स, जो उस समय पिट्सबर्ग डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट थे, को फिलाडेल्फिया में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जा रहा है और मैंने प्रेसिडेंट को आपके नाम की सिफारिश उनके उत्तराधिकारी के तौर पर की है। वो आपको एक मौका देने के लिए सहमत हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? सैलरी? मैंने कहा काफ़ी नाराज़ होकर। मुझे सैलरी की क्या परवाह है? मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे वह पद चाहिए। आपके पुराने पद पर पिट्सबर्ग डिवीज़न में वापस जाना ही मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है। आप मेरी सैलरी अपनी मर्ज़ी से तय कर सकते हैं और आपको मुझे अभी जितनी सैलरी मिल रही है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वह $60 महीना था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, जब मैं वहाँ था तो मुझे $1500 सालाना मिलते थे और मिस्टर पॉट्स को 1800 मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको $1500 से शुरू करना सही रहेगा और कुछ समय बाद अगर आप सफल होते हैं तो आपको 1800 मिलेंगे। क्या यह संतोषजनक होगा? ओह प्लीज़! मैंने कहा, मुझसे पैसे की बात मत करो। ये सिर्फ नौकरी और सैलरी का मामला नहीं था और तभी और वहीं मेरा प्रमोशन पक्का हो गया। मुझे अपना खुद का एक डिपार्टमेंट मिलने वाला था और टीएएस साइन करने के बजाय अब पिट्सबर्ग और अल्टोना के बीच ऑन ऑर्डर एसी साइन किए जाएंगे। ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात थी। मुझे पिट्सबर्ग डिवीज़न का सुपरिटेंडेंट नियुक्त करने का आदेश 1 दिसंबर 1859 को जारी किया गया था। परिवार को शिफ्ट करने की तैयारी तुरंत शुरू कर दी गई। यह बदलाव खुशी से स्वीकार किया गया क्योंकि ऑल्टोना में हमारे रहने के कई फ़ायदे थे, खासकर इसलिए कि हमारे पास एक बड़ा घर था, जिसके चारों ओर कुछ ज़मीन थी, जो उपनगरों के एक अच्छे हिस्से में था और इसलिए हमें देहात की ज़िंदगी के कई सुख मिलते थे। लेकिन ये सब गंदे, धुएँ वाले पिट्सबर्ग में पुराने दोस्तों और जान-पहचान वालों के पास लौटने के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। मेरे भाई टॉम ने ऑल्टोना में रहने के दौरान टेलीग्राफी सीखी थी और वह मेरे साथ लौटा और मेरा सेक्रेटरी बन गया। मेरी नियुक्ति के बाद की सर्दी अब तक की सबसे भीषण सर्दियों में से एक थी। लाइन खराब बनी हुई थी, उपकरण बेकार और उस पर आने वाले काम के लिए पूरी तरह नाकाफी थे। रेल की पटरियां पत्थर के बड़े-बड़े ब्लॉक पर बिछाई गई थीं। पटरियों को पकड़ने के लिए कास्ट आयरन की कुर्सियां इस्तेमाल की जाती थीं और मुझे पता है कि एक ही रात में इनमें से 47 तक टूट जाती थीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं की। दुर्घटनाएं अक्सर होती थीं। उन दिनों एक डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट से उम्मीद की जाती थी कि वह रात में टेलीग्राफ से ट्रेनें चलाए, बाहर जाकर सभी दुर्घटनाओं को हटाए और सच में सब कुछ करे। एक समय ऐसा था जब मैं 8 दिनों तक लगातार लाइन पर था, दिन और रात एक के बाद एक दुर्घटना या रुकावट पर। मैं शायद सबसे लापरवाह सुपरिटेंडेंट था जिसे कभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट सौंपा गया था, क्योंकि मुझे खुद कभी थकान नहीं होती थी शायद। ज़िम्मेदारी की भावना के कारण मैंने आदमियों से बहुत ज़्यादा काम करवाया और इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा किसी भी समय सो सकता था। रात में गंदी
मालगाड़ी में आधे-आधे घंटे की नींद काफ़ी थी। गृह युद्ध ने पेंसिल्वेनिया लाइन पर इतनी असाधारण माँगें बढ़ा दीं कि आखिरकार मुझे एक नाइट फ़ोर्स बनानी पड़ी। लेकिन मुझे अपने सीनियर्स की सहमति मुश्किल से मिली कि रात में लाइन का चार्ज एक ट्रेन डिस्पैचर को सौंपा जाए। सच कहूँ तो मुझे ऐसा करने के लिए उनकी पूरी अथॉरिटी कभी नहीं मिली, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर मैंने शायद पहला नाइट ट्रेन डिस्पैचर नियुक्त किया जो अमेरिका में कभी काम किया था। कम से कम वह पेंसिल्वेनिया सिस्टम पर पहला था। 1860 में पिट्सबर्ग लौटने पर हमने हैनकॉक स्ट्रीट, जो अब 8वीं स्ट्रीट है, में एक घर किराए पर लिया और वहाँ 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहे। उस समय पिट्सबर्ग का कोई भी सटीक वर्णन सबसे बड़ी अतिशयोक्ति माना जाएगा। धुआँ हर चीज़ में समा गया था। अगर आप सीढ़ी की रेलिंग पर हाथ रखते थे तो वह काला हो जाता था। अगर आप चेहरा और हाथ धोते थे तो 1 घंटे में वे फिर से उतने ही गंदे हो जाते थे। कालिक बालों में जम जाती थी और त्वचा में जलन होती थी, और अल्टोना के पहाड़ी माहौल से लौटने के कुछ समय बाद तक जीवन कमोबेश दुखद था। हमने जल्द ही सोचना शुरू कर दिया कि हम गाँव कैसे जा सकते हैं, और सौभाग्य से उस समय श्री डी.ए. स्टीवर्ट, जो तब कंपनी के फ्रेट एजेंट थे, ने हमारा ध्यान होमवुड में अपने घर से सटे एक घर की ओर दिलाया। हम तुरंत वहां चले गए और टेलीग्राफ लगाया गया, जिससे मुझे ज़रूरत पड़ने पर घर से ही डिवीज़न को ऑपरेट करने में मदद मिली। यहाँ हमारे लिए एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। यहाँ गांव की सड़कें और बगीचे बहुत ज़्यादा थे। घरों के आसपास 5 से 20 एकड़ ज़मीन थी। होमवुड एस्टेट कई 100 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें सुंदर जंगल, घाटियाँ और एक बहती हुई नदी थी। हमारे पास भी एक बगीचा था और हमारे घर के चारों ओर काफ़ी ज़मीन थी। मेरी माँ की ज़िंदगी के सबसे खुशहाल साल यहाँ अपने फूलों, मुर्गियों और गांव के माहौल के बीच बीते। फूलों के प्रति उनका प्यार एक जुनून था। वह शायद ही कभी कोई फूल तोड़ पाती थी। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मुझे एक खरपतवार उखाड़ने पर डांटा था, ये कहते हुए कि यह कुछ हरा था। मुझे ये आदत विरासत में मिली है और मैं अक्सर घर से गेट तक अपने बटन होल के लिए फूल तोड़ने के इरादे से जाता था, और फिर बिना कोई ऐसा फूल मिले जिसे मैं तोड़ सकूं, शहर चला जाता था। गांव में इस बदलाव के साथ ही कई नए जान पहचान वाले बने। इलाके के कई अमीर परिवारों के घर इस खूबसूरत उपनगर में थे। ये एक तरह से अमीरों का इलाका था। इन बड़े घरों में होने वाले कार्यक्रमों में युवा सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाता था। युवा लोग संगीत पसंद करते थे और हमारे यहाँ बहुत सारी संगीतमय शामें होती थीं। मैंने ऐसे विषयों पर चर्चा सुनी जिनके बारे में मुझे पहले कभी पता नहीं था, और मैंने यह नियम बना लिया था कि जब भी मैं इन्हें सुनूं तो तुरंत उनके बारे में कुछ सीखूं। मुझे हर दिन यह महसूस करके खुशी होती थी कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं। यहीं पर मैं पहली बार वेंडवोर्ड भाइयों बेंजामिन और जॉन से मिला। बाद वाला मेरी जिंदगी में बाद में की गई कई यात्राओं में मेरा यात्रा साथी था। प्रिय वेंडी राउंड द वर्ल्ड में मेरे दोस्त के रूप में दिखाई देता है। हमारे पड़ोसी श्री और श्रीमती स्टीवर्ट हमारे और भी प्यारे हो गए, और हमारी पहले की जान पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई। मेरी खुशियों में से एक ये है कि श्री स्टीवर्ट बाद में हमारे साथ व्यापार में शामिल हो गए और एक पार्टनर बन गए, जैसा कि वेंडी भी बने। हालांकि हमारे नए घर के सभी फायदों में सबसे बड़ा फायदा पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के प्रमुख परिवार माननीय जज विल्किंस के परिवार से जान पहचान बनाना था। जज साहब तब अपने 80वें साल के करीब थे। लंबे, पतले और सुंदर, अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। उनके तौर तरीकों में शाही अदा थी, और उनके पास ज्ञान और यादों का सबसे अद्भुत भंडार था जितने भी लोगों से मुझे अब तक मिलने का सौभाग्य मिला था। उनकी पत्नी जॉर्ज डब्ल्यू डलास, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बेटी, हमेशा से मेरी नज़र में बुढ़ापे में एक भद्र महिला का आदर्श रही है। सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सम्मानित बुजुर्ग महिला जिन्हें मैं कभी जानता था या देखा था। उनकी बेटी मिस विल्किंस अपनी बहन श्रीमती सॉन्डर्स और अपने बच्चों के साथ होमवुड के
आलीशान हवेली में रहती थीं, जो आस-पास के इलाके के लिए वैसा ही था, जैसा ब्रिटेन में बैरनियल हॉल अपने इलाके के लिए है या होना चाहिए। सभी सुसंस्कृत, परिष्कृत और उत्थानकारी चीज़ों का केंद्र। मेरे लिए यह विशेष रूप से सुखद था कि मैं वहाँ एक स्वागत योग्य मेहमान जैसा लग रहा था। म्यूजिकल पार्टियों, पहेलियों और नाटकों, जिनमें मिस विल्किंस मुख्य भूमिकाएं निभाती थीं, ने मुझे खुद को बेहतर बनाने का एक और जरिया दिया। जज खुद ऐतिहासिक रूप से जाने-माने पहले व्यक्ति थे जिनसे मैं कभी मिला था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इसका मुंह पर क्या असर हुआ जब बातचीत के दौरान एक बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जैक्सन ने एक बार मुझसे कहा था, या मैंने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से ऐसा-ऐसा कहा था। जज अपने शुरुआती जीवन में 1834 जैक्सन के समय रूस में मंत्री थे और उसी आसान तरीके से झार के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात की। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद इतिहास को छू रहा हूँ। वह घर एक नया माहौल था और परिवार के साथ मेरा मेल-जोल मेरे अपने मन और तौर तरीकों को बेहतर बनाने की इच्छा के लिए एक ज़बरदस्त प्रेरणा था। एक ही विषय था जिस पर विल्किंस परिवार और मेरे बीच हमेशा एक पक्का, हालांकि खामोश विरोध रहता था। वह था राजनीति। मैं उन दिनों एक कट्टर फ्री सॉइलर था जब उन्मूलनवादी होना कुछ हद तक ब्रिटेन में रिपब्लिकन होने जैसा था। विल्किंस लोग दक्षिणी राज्यों की तरफ झुकाव वाले मजबूत डेमोक्रेट थे, क्योंकि वे दक्षिणी राज्यों के जाने माने परिवारों से करीबी से जुड़े थे। एक बार होमवुड में ड्राइंग रूम में घुसते ही मैंने देखा कि परिवार हाल ही में हुई एक भयानक घटना के बारे में उत्तेजित होकर बात कर रहा था। आप क्या सोचते हैं? श्रीमती विल्किंस ने मुझसे कहा। डलास, उनका पोता, मुझे लिखता है कि उसे वेस्ट पॉइंट के कमांडेंट ने एक नीग्रो के बगल में बैठने के लिए मजबूर किया है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? क्या यह शर्मनाक नहीं है? नीग्रो वेस्ट पॉइंट में भर्ती हो रहे हैं। ओह, मैंने कहा। श्रीमती विल्किंस, इससे भी कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ को स्वर्ग में भी दाखिला मिल गया है। एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे महसूस किया जा सकता था। फिर प्यारी श्रीमती विल्किंस ने गंभीरता से कहा, वो एक अलग मामला है, मिस्टर कार्नेगी। उस समय तक मुझे मिला सबसे कीमती तोहफा इस तरह मिला। प्यारी श्रीमती विल्किंस ने एक अफ़गान बुनना शुरू किया और काम के दौरान कई बार पूछा गया कि यह किसके लिए है। नहीं, प्यारी रानी जैसी बूढ़ी महिला ने नहीं बताया। उन्होंने अपना राज इतने महीनों तक छिपाए रखा, जब तक कि क्रिसमस नज़दीक नहीं आ गया। तोहफा तैयार हो गया और सावधानी से पैक कर दिया गया, और उनके कार्ड में कुछ प्यार भरे शब्द लिखे थे। उन्होंने अपनी बेटी को इसे मेरे पते पर भेजने के लिए कहा। यह न्यूयॉर्क में ठीक समय पर मिल गया। ऐसी महिला की तरफ से ऐसा सम्मान। खैर, वह अफ़गान, हालांकि अक्सर प्यारे दोस्तों को दिखाया जाता था, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये मेरे लिए पवित्र है और मेरी कीमती चीज़ों में से एक है। मैं पिट्सबर्ग में रहते हुए लीला एडिसन से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली था, जो डॉ एडिसन की प्रतिभाशाली बेटी थी, जिनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। मैं जल्द ही परिवार से परिचित हो गया और कृतज्ञता के साथ उस परिचय से मुझे मिले अपार लाभ को याद करता हूँ। यहाँ उच्च शिक्षा के सभी लाभों वाले लोगों के साथ एक और दोस्ती बनी। कार्लाइल कुछ समय के लिए श्रीमती एडिसन के ट्यूटर थे, क्योंकि वह एडिनबर्ग की रहने वाली थी। उनकी बेटियों ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी और अंग्रेजी की तरह ही फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन भी धारा प्रवाह बोलती थीं। इसी परिवार के साथ बातचीत से मुझे पहली बार उस अवर्णनीय लेकिन अथाह खाई का एहसास हुआ जो उच्च शिक्षित लोगों को मेरे जैसे लोगों से अलग करती है। लेकिन हमारे बीच स्कॉटिश खून की छोटी सी बूंद ने हमेशा की तरह अपनी शक्ति साबित की। मिस एडिसन एक आदर्श दोस्त बन गई, क्योंकि उन्होंने उस खुरदुरे हीरे को सुधारने का बीड़ा उठाया। अगर वह सच में हीरा था भी तो वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी आलोचक थी। मैंने अपनी भाषा पर और अंग्रेजी क्लासिक्स पर कड़ी मेहनत करना शुरू किया, जिन्हें अब मैं बहुत उत्सुकता से पढ़ता था। मैंने यह भी ध्यान देना शुरू किया कि आवाज़ और तौर तरीकों में विनम्र होना, सभी के प्रति विनम्र और
शिष्ट होना, संक्षेप में बेहतर व्यवहार करना कितना बेहतर है। इस समय तक मैं शायद कपड़ों के मामले में लापरवाह था और इसे जानबूझकर करता था। बड़े भारी जूते, ढीला कॉलर और पहनावे की सामान्य खुरदरापन तब पश्चिम की खासियत थी और हमारे सर्कल में इसे मर्दाना माना जाता था। किसी भी चीज़ को जो दिखावटी कहा जा सकता था, उसे घृणा की नज़र से देखा जाता था। मुझे रेलवे कंपनी की सेवा में पहला सज्जन याद है जिसे मैंने कभी देखा था, जिसने किड ग्लव्स पहने थे। वह हम में से उन लोगों के बीच मज़ाक का पात्र था जो मर्दाना आदमी बनना चाहते थे। जब हम होमवुड चले गए तो एडिसन परिवार की वजह से इन सभी मामलों में मैं बहुत बेहतर हो गया था। गृह युद्ध का समय 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया और मुझे तुरंत वॉशिंगटन बुलाया गया मिस्टर स्कॉट द्वारा, जिन्हें परिवहन विभाग के प्रभारी सहायक युद्ध सचिव नियुक्त किया गया था। मुझे सरकार के सैन्य, रेलवे और टेलीग्राफ के प्रभारी के रूप में उनके सहायक के रूप में काम करना था और रेलवे कर्मचारियों की एक सेना का गठन करना था। यह युद्ध की शुरुआत में सभी विभागों में से सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक था। यूनियन सैनिकों की पहली रेजिमेंट जो बाल्टीमोर से गुजर रही थी, उन पर हमला किया गया था और बाल्टीमोर और एनापोलिस जंक्शन के बीच रेलवे लाइन काट दी गई थी, जिससे वॉशिंगटन से संचार टूट गया था। इसलिए मेरे लिए अपने सहायकों के दल के साथ फिलाडेल्फिया से एनापोलिस के लिए ट्रेन लेना आवश्यक था। एक ऐसा स्थान जहां से एक ब्रांच लाइन जंक्शन तक जाती थी, जो वॉशिंगटन की मुख्य लाइन से जुड़ती थी। हमारा पहला कर्तव्य इस ब्रांच की मरम्मत करना और इसे भारी ट्रेनों के लिए चलने योग्य बनाना था। ये कुछ दिनों का काम था। जनरल बटलर और सैनिकों की कई रेजिमेंट हमारे कुछ दिनों बाद पहुंची और हम उनकी पूरी ब्रिगेड को वॉशिंगटन पहुंचाने में सक्षम हुए। मैं पहले इंजन पर सवार हुआ जो राजधानी के लिए रवाना हुआ और बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। वॉशिंगटन से कुछ दूरी पर मैंने देखा कि टेलीग्राफ के तारों को लकड़ी के खंभों से जमीन पर गाड़ दिया गया था। मैंने इंजन रोका और उन्हें छोड़ने के लिए आगे दौड़ा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि तारों को गाड़ने से पहले एक तरफ खींच लिया गया था। जब उन्हें छोड़ा गया तो ऊपर की ओर उछलने पर वे मेरे चेहरे पर लगे, मुझे गिरा दिया और मेरे गाल पर एक गहरा घाव हो गया, जिससे बहुत खून बह रहा था। इसी हालत में मैं पहले सैनिकों के साथ वॉशिंगटन शहर में दाखिल हुआ, इसलिए एक या दो सैनिकों को छोड़कर जो कुछ दिन पहले बाल्टीमोर की सड़कों से गुजरते समय घायल हुए थे, मैं सही मायने में दावा कर सकता हूं कि मैंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, इसके पहले रक्षकों में से एक के रूप में। मुझे उस देश के लिए उपयोगी होने पर गर्व था जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया था, और मैं सच कह सकता हूँ दिन रात काम किया ताकि दक्षिण से संचार खोला जा सके। मैंने जल्द ही अपना मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया में स्थानांतरित कर लिया और जब बुल रन की दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई लड़ी गई, तब मैं वहीं तैनात था। हमें जो रिपोर्ट्स मिलीं उन पर हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि हमें अपनी हारी हुई सेना को वापस लाने के लिए हर इंजन और कार को फ्रंट पर भेजना होगा। सबसे नज़दीकी जगह तब बर्ग स्टेशन थी। मैं वहां गया और घायल वॉलंटियर्स की एक के बाद एक ट्रेन में लौट किया। खबर थी कि विद्रोही हमारे बहुत करीब आ गए हैं और हमें आखिरकार बर्ग स्टेशन बंद करना पड़ा। ऑपरेटर और मैं आखिरी ट्रेन से अलेक्जेंड्रिया के लिए निकल गए, जहां हर तरफ घबराहट का असर साफ दिख रहा था। हमारे कुछ रेलवे कर्मचारी गायब थे, लेकिन अगली सुबह मेस में मौजूद लोगों की संख्या से पता चला कि सर्विस की दूसरी ब्रांचों की तुलना में हमें खुश होने की वजह थी। कुछ कंडक्टर और इंजीनियरों ने नावें ले ली थीं और पोटोमैक नदी पार कर ली थी, लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं रहे। हालांकि रात में पीछा करने वाले दुश्मन की बंदूकों की गड़गड़ाहट हर आवाज़ में सुनाई दे रही थी। हमारे टेलीग्राफर्स में से एक भी अगली सुबह गायब नहीं था। इसके तुरंत बाद मैं वॉशिंगटन लौट आया और कर्नल स्कॉट के साथ वॉर बिल्डिंग में अपना हेडक्वार्टर बनाया। चूंकि मेरे पास टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के साथ साथ रेलवे का भी चार्ज था, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट लिंकन, मिस्टर सेवर्ड, सेक्रेटरी कैमरन और दूसरों से मिलने का मौका मिला। और मैं कभी कभी
इन लोगों के पर्सनल कॉन्टैक्ट में आता था, जो मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का सोर्स था। मिस्टर लिंकन कभी-कभी ऑफ़िस आते थे और डेस्क पर बैठकर टेलीग्राम के जवाब का इंतज़ार करते थे, या शायद सिर्फ़ जानकारी के लिए उत्सुक रहते थे। इस असाधारण आदमी की सभी तस्वीरें उन्हीं की तरह हैं। उनके चेहरे के फीचर्स इतने ख़ास थे कि किसी के लिए भी उनकी पेंटिंग बनाना और उनकी जैसी शक्ल न बनाना नामुमकिन था। जब उनके चेहरे के फीचर्स शांत होते थे, तो वह निश्चित रूप से उन सबसे सादे दिखने वाले आदमियों में से एक थे जिन्हें मैंने कभी देखा था। लेकिन जब वह उत्साहित होते थे या कोई कहानी सुनाते थे, तो उनकी आँखों से बुद्धिमत्ता झलकती थी और उनका चेहरा इस हद तक रोशन हो जाता था, जो मैंने शायद ही कभी किसी और में देखा हो। उनका व्यवहार परफेक्ट था क्योंकि वह नेचुरल था, और वह हर किसी के लिए, यहाँ तक कि ऑफ़िस के सबसे छोटे लड़के के लिए भी अच्छे शब्द बोलते थे। उनका ध्यान किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं था। वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। मैसेंजर लड़के से बात करते समय भी उतने ही सम्मान से बात करते थे, जितना सेक्रेटरी सेवर्ट से। उनका आकर्षण उनके बिल्कुल सादे स्वभाव में था। शायद ये उतना नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि जिस तरह से उन्होंने कहा, वह हमेशा किसी का भी दिल जीत लेता था। मुझे अक्सर इस बात का अफ़सोस होता है कि मैंने उस समय उनके कुछ अजीबोगरीब बातों को ध्यान से नोट नहीं किया, क्योंकि वह आम बातें भी एक अनोखे तरीके से कहते थे। मैंने किसी ऐसे महान व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो श्री लिंकन की तरह सभी लोगों के साथ इतना घुल मिल गया हो। जैसा कि सेक्रेटरी हे ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, यह कल्पना करना असंभव है कि कोई श्री लिंकन का नौकर हो, वह उनका साथी होता। वह सबसे आदर्श लोकतंत्रवादी थे, जो हर शब्द और काम में मनुष्यों की समानता को प्रकट करते थे। जब 1861 में मेसन और स्लीडेल को ब्रिटिश जहाज ट्रेंड से लिया गया, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता थी जो मेरी तरह। वे भी जानते थे कि उनके जहाज़ों पर शरण के अधिकार का ब्रिटेन के लिए क्या मतलब था। ये निश्चित रूप से युद्ध था, या फिर कैदियों को तुरंत वापस करना। जब कैबिनेट को इस सवाल पर विचार करने के लिए बुलाया गया, तो सेक्रेटरी कैमरन अनुपस्थित थे, इसलिए श्री स्कॉट को असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ वॉर के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। मैंने उन्हें यह समझाने की पूरी कोशिश की कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन निश्चित रूप से लड़ेगा, और उनसे आग्रह किया कि वे आत्मसमर्पण पर दृढ़ रहें, खासकर इसलिए क्योंकि यह अमेरिकी सिद्धांत रहा था कि जहाज़ों की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए। श्री स्कॉट, जिन्हें विदेशी मामलों के बारे में कुछ नहीं पता था, कैदियों को रखने के पक्ष में थे। लेकिन मीटिंग से लौटने पर उन्होंने मुझे बताया कि सेवर्ड ने कैबिनेट को चेतावनी दी थी कि इसका मतलब युद्ध होगा, जैसा कि मैंने कहा था। लिंकन भी पहले कैदियों को रखने के पक्ष में थे, लेकिन आखिरकार वे सेवर्ड की नीति से सहमत हो गए। हालांकि कैबिनेट ने अगले दिन तक कार्रवाई टालने का फैसला किया, जब कैमरन और अन्य अनुपस्थित लोग मौजूद होंगे। सेवर्ड ने श्री स्कॉट से अनुरोध किया कि वे कैमरन के आने पर उनसे मिलें और मीटिंग में जाने से पहले उन्हें इस विषय पर सही जानकारी दें, क्योंकि उनसे आत्मसमर्पण के मूड में होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा किया गया और अगले दिन सब ठीक रहा। उस समय वॉशिंगटन में जो आम भ्रम फैला हुआ था, उसे समझने के लिए देखना जरूरी था। कोई भी वर्णन मेरे शुरुआती प्रभाव को व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बार जब मैंने जनरल स्कॉट को देखा, जो उस समय कमांडर इन चीफ थे, तो दो लोग उन्हें उनके ऑफिस से फुटपाथ पार करके उनकी गाड़ी तक ले जा रहे थे। वह एक बूढ़े, कमज़ोर आदमी थे, जो न केवल शरीर से बल्कि दिमाग से भी लकवाग्रस्त थे, और गणतंत्र की सेनाओं के संगठन की जिम्मेदारी अतीत के इस महान अवशेष पर थी। उनके मुख्य कमिश्री जनरल टेलर कुछ हद तक स्कॉट के ही जैसे थे। हमारा काम इन लोगों और अन्य, जो शायद ही उनसे कम काबिल थे, के साथ संचार शुरू करने और पुरुषों और आपूर्ति के परिवहन की व्यवस्था करना था। वे सभी ऐसे सख्त अनुशासन वाले लोग थे जो उपयोगिता की उम्र पार कर चुके थे। ऐसे मामलों पर फैसला लेने में कई दिन लग जाते थे, जिन पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती थी। किसी भी महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख के पद पर शायद ही कोई युवा सक्रिय अधिकारी था। कम से कम मुझे कोई याद नहीं है। लंबे समय तक शांति ने सेवा कंपनी स्थिर कर दिया था। मुझे समझ में आया कि इसी कारण से नेवी डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही नतीजे आए थे।
लेकिन मेरा उससे सीधा संपर्क नहीं हुआ। शुरुआत में नेवी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, सेना ही मायने रखती थी। जब तक अलग-अलग डिपार्टमेंट के प्रमुखों को बदला नहीं जाता, तब तक। हार के अलावा कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती थी और यह एक दिन में नहीं किया जा सकता था। सरकार पर सौंपे गए बड़े काम के लिए एक प्रभावी हथियार बनाने में हो रही साफ देरी पर देश की बेचैनी निस्संदेह स्वाभाविक थी, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सेवा की हर शाखा में फैली अराजकता से इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे बनी। जहां तक हमारे ऑपरेशंस की बात थी, हमारे पास एक बड़ा फायदा था। सेक्रेटरी कैमरन ने मिस्टर स्कॉट, उन्हें कर्नल बना दिया गया था, को वह सब करने की इजाज़त दी जो उन्हें ज़रूरी लगे, बिना युद्ध सचिव के अधीन अधिकारियों की धीमी चाल का इंतज़ार किए। इस अधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया गया और युद्ध की शुरुआत से ही सरकार के रेलवे और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का श्रेय इस बात को जाता है कि हमें सेक्रेटरी कैमरन का पूरा समर्थन मिला था। उस समय वह अपनी सभी क्षमताओं में थे और उन्होंने समस्या के मूल तत्वों को अपने जनरलों और डिपार्टमेंट के प्रमुखों से कहीं बेहतर समझा। जनता के दबाव ने लिंकन को आखिरकार उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट भी कैमरन के अधीन युद्ध डिपार्टमेंट की तरह अच्छी तरह से मैनेज किए जाते, तो सभी बातों पर विचार करते हुए बहुत सारी आपदाओं से बचा जा सकता था। लोसियल, जैसा कि कैमरन को कहलाना पसंद था, एक भावुक व्यक्ति थे। अपने 90वें साल में वह हमसे स्कॉटलैंड में मिलने आए और हमारी एक घाटी से गुजरते हुए हमारी 4 घोड़ों वाली गाड़ी की आगे की सीट पर बैठे हुए उन्होंने श्रद्धा से अपनी टोपी उतार दी और नंगे सिर उस घाटी से गुजरे। उसकी भव्यता से अभिभूत होकर बातचीत एक बार उन प्रयासों पर हुई जो पद के उम्मीदवारों को खुद करने पड़ते हैं, और इस गलत फहमी पर कि पद आदमी को ढूंढता है सिवाय बहुत ही दुर्लभ आपात स्थितियों के। इसी सिलसिले में लोचियल ने लिंकन के दूसरे कार्यकाल के बारे में यह कहानी सुनाई। एक दिन पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग के पास कैमरन के कंट्री होम में उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति लिंकन उनसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए वह वॉशिंगटन गए। लिंकन ने शुरू किया, कैमरन, मेरे आस-पास के लोग मुझसे कह रहे हैं कि दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बनना मेरा देशभक्ति का फर्ज है, कि मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो मेरे देश को बचा सकता है, वगैरह। और क्या आप जानते हैं कि मैं अब इतना मूर्ख बनने लगा हूँ कि उनकी बातों पर थोड़ा विश्वास करने लगा हूँ। आप क्या कहते हैं? और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? ठीक है श्रीमान राष्ट्रपति, 28 साल पहले राष्ट्रपति जैक्सन ने मुझे बुलाया था जैसा आपने अभी किया है, और मुझे बिल्कुल वही कहानी सुनाई थी। उनका पत्र मुझे न्यू ऑर्लियंस में मिला और मैं वॉशिंगटन पहुंचने के लिए 10 दिन यात्रा की। मैंने राष्ट्रपति जैक्सन से कहा कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छी योजना ये होगी कि किसी एक राज्य की विधान मंडल ऐसे प्रस्ताव पारित करे जिसमें यह जोर दिया जाए कि इन तूफानी समय में पायलट को जहाज नहीं छोड़ना चाहिए, वगैरह। अगर एक राज्य ऐसा करता है तो मुझे लगा कि दूसरे भी ऐसा करेंगे। श्री जैक्सन सहमत हो गए और मैं हैरिसबर्ग गया और ऐसा प्रस्ताव तैयार करवाया और पारित करवाया। जैसा मैंने उम्मीद की थी, दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही किया, और जैसा आप जानते हैं, उन्होंने दूसरा कार्यकाल जीता। ठीक है, लिंकन ने कहा, क्या आप अब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा, मैं आपके बहुत करीब हूँ श्रीमान राष्ट्रपति, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं किसी दोस्त से ये काम करवा सकता हूँ, मुझे लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति लिंकन ने कहा, मैं ये मामला आप पर छोड़ता हूँ। मैंने यहाँ फोस्टर को बुलवाया, जो कोच में मेरा साथी था और हमारा मेहमान था, और उससे जैक्सन प्रस्तावों को देखने के लिए कहा। हमने उन्हें थोड़ा बदल दिया ताकि नई स्थितियों के हिसाब से हो सकें और उन्हें पास कर दिया। वैसा ही नतीजा निकला जैसा राष्ट्रपति जैक्सन के मामले में हुआ था। वॉशिंगटन की अपनी अगली यात्रा पर मैं शाम को राष्ट्रपति के सार्वजनिक स्वागत समारोह में गया। जब मैं भीड़ भरे और विशाल ईस्ट
रूम में दाखिल हुआ तो लिंकन की तरह बहुत लंबा होने के कारण राष्ट्रपति ने मुझे लोगों की भीड़ के ऊपर से पहचान लिया और अपने दोनों सफ़ेद दस्ताने वाले हाथ ऊपर उठाकर, जो मटन की 2 टाँगों जैसे लग रहे थे, पुकारा, "आज 2 और, कैमरन, 2 और।" यानी 2 और राज्यों ने जैक्सन लिंकन प्रस्तावों को पास कर दिया था। राजनीतिक जीवन पर इस घटना से जो रोशनी पड़ती है, उसके अलावा यह काफ़ी अजीब बात है कि उसी आदमी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों ने 28 साल के अंतराल पर बिल्कुल समान परिस्थितियों में बुलाया और सलाह मांगी, और ये कि उसी तरीके का इस्तेमाल करके दोनों आदमी उम्मीदवार बने और दोनों ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया। जैसा कि एक बार एक यादगार मौके पर समझाया गया था, इन सब चीज़ों में हिसाब किताब होता है। जब मैं वॉशिंगटन में था तो मैं जनरल ग्रांट से नहीं मिला था, क्योंकि वह मेरे जाने तक पश्चिम में थे, लेकिन वॉशिंगटन आने जाने की यात्रा के दौरान वह पिट्सबर्ग में रुके ताकि पूर्व में जाने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर सकें। मैं दोनों बार रास्ते में उनसे मिला और उन्हें पिट्सबर्ग में अपने साथ खाना खाने ले गया। तब डाइनिंग कार नहीं होती थी, वह ऊंचे पद के सबसे साधारण दिखने वाले आदमी थे जिनसे मैं कभी मिला था, और पहली नज़र में कोई भी उन्हें एक खास आदमी के तौर पर नहीं चुनेगा। मुझे याद है कि युद्ध सचिव स्टैंटन ने कहा था कि जब वह पश्चिम में सेनाओं का दौरा कर रहे थे तो जनरल ग्रांट और उनका स्टाफ उनकी कार में दाखिल हुआ। उन्होंने एक-एक करके उन्हें देखा जैसे ही वे अंदर आए, और जनरल ग्रांट को देखकर खुद से कहा, "ठीक है, मुझे नहीं पता कि जनरल ग्रांट कौन है, लेकिन एक है जो नहीं हो सकता।" फिर भी ये वही थे। इसे लिखे जाने के सालों बाद पढ़कर मैं हँसता हूँ। ये जनरल के लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा बार उनकी जगह समझा गया था। उन दिनों युद्ध के समय रणनीति और अलग-अलग जनरलों की योजनाओं के बारे में बहुत बात होती थी। जनरल ग्रांट ने मुझसे ऐसी बातों के बारे में बात करने में जो आज़ादी दिखाई, उससे मैं हैरान था। बेशक, उन्हें पता था कि मैं वॉर ऑफिस में था, और सेक्रेटरी स्टैंटन मुझे अच्छी तरह जानते थे और मुझे पता था कि क्या चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा तो मेरी हैरानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और स्टैंटन चाहते हैं कि मैं पूरब जाकर वहाँ कमान सँभालूँ, और मैंने इसके लिए हाँ कर दी है। मैं अब भी ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए पश्चिम जा रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे ऐसा ही शक था। मैं शेरमन को इंचार्ज बनाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। इससे देश हैरान होगा, मैंने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि जनरल थॉमस को सफल होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, उन्होंने कहा। लेकिन मैं लोगों को जानता हूँ, और थॉमस सबसे पहले कहेंगे कि शेरमन ही इस काम के लिए सही आदमी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सच तो ये है कि पश्चिमी छोर काफ़ी नीचे है, और अगली चीज़ जो हमें करनी है वह है पूर्वी छोर को थोड़ा और नीचे धकेलना। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, और रणनीति को शब्दों में बताने का यह ग्रांट का तरीका था। बाद के सालों में उनसे अच्छी तरह जान-पहचान होना मेरा सौभाग्य था। अगर कोई आदमी दिखावे से बिल्कुल दूर था, तो वह ग्रांट ही थे। इस मामले में लिंकन भी उनसे आगे नहीं थे, लेकिन ग्रांट एक शांत धीमे आदमी थे, जबकि लिंकन हमेशा जिंदा दिल और एक्टिव रहते थे। मैंने कभी ग्रांट को कोई लंबा या बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हुए या मैनर दिखाने की कोई कोशिश करते हुए नहीं सुना, लेकिन यह आम धारणा कि वह हमेशा कम बोलते थे, एक गलती है। वह कभी-कभी आश्चर्यजनक रूप से अच्छे बात करने वाले थे, और मौके पर बात करना पसंद करते थे। उनके वाक्य हमेशा छोटे और सीधे मुद्दे पर होते थे, और चीज़ों पर उनकी टिप्पणियाँ असाधारण रूप से समझदारी भरी होती थीं। जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह कुछ नहीं कहते थे। मैंने देखा कि वह युद्ध में अपने अधीनस्थों की तारीफ करते-करते कभी नहीं थकते थे। वह उनके बारे में ऐसे बात करते थे जैसे एक प्यारा पिता अपने बच्चों के बारे में बात करता है। कहानी बताई जाती है कि पश्चिम में युद्ध की मुश्किलों के दौरान जनरल ग्रांट बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। उनके चीफ ऑफ स्टाफ रॉलिंस ने हिम्मत करके उन्हें यह बताया। ग्रांट ने पूरी तरह से माना कि यह एक सच्चे दोस्त का काम था।
तुम्हारा मतलब ये नहीं है? मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं हैरान हूँ, जनरल ने कहा। हाँ, मेरा यही मतलब है। यह तो अब आपके अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय भी बनने लगा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अब कभी शराब का एक घूंट भी नहीं पीऊँगा। उन्होंने कभी नहीं पिया। बाद के सालों में न्यूयॉर्क में ग्रांट्स के साथ डिनर करते समय मैंने कई बार जनरल को अपने बगल में रखे वाइन के गिलास नीचे करते देखा है। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें अपने संकल्प पर अडिग रहने में मदद की, जो मेरे अनुभव के अनुसार एक दुर्लभ मामला है। कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए परहेज किया। एक जाने माने मामले में हमारे एक पार्टनर ने 3 साल तक परहेज किया, लेकिन अफसोस, पुराने दुश्मन ने आखिरकार अपने शिकार को फिर से पकड़ लिया। जब ग्रांट राष्ट्रपति थे तो उन पर अपने प्रशासन की कुछ नियुक्तियों या कामों से आर्थिक रूप से लाभ उठाने का आरोप लगा, जबकि उनके दोस्त जानते थे कि वह इतने गरीब थे कि उन्हें पारंपरिक राजकीय डिनर छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिनमें से हर एक की कीमत उन्होंने पाया $800 थी। एक ऐसी रकम जिसे वह अपनी सैलरी से नहीं दे सकते थे। राष्ट्रपति की सैलरी $25,000 से बढ़ाकर $50,000 सालाना करने से उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान थोड़ा बहुत बचाने का मौका मिला। हालांकि उन्हें पैसों की उतनी परवाह नहीं थी जितनी यूनिफॉर्म की थी। मुझे पता है कि उनके पहले कार्यकाल के आखिर में उनके पास कुछ नहीं था। फिर भी जब मैं यूरोप में था तो मैंने देखा कि वहाँ के सबसे बड़े अधिकारियों के बीच यह धारणा फैली हुई थी कि जनरल ग्रांट ने नियुक्तियों से आर्थिक रूप से फायदा उठाया था। इस आरोप में कुछ सच्चाई थी। हम अमेरिका में जानते हैं कि इन आरोपों को कितना कम महत्व देना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इतनी लापरवाही से ये आरोप लगाए, उनके लिए यह अच्छा होता कि वे सोचते कि दूसरे देशों में जनता की राय पर इनका क्या असर होगा। आज ब्रिटेन में लोकतंत्र का कारण इस आम धारणा से ज्यादा नुकसान झेल रहा है कि अमेरिकी राजनीति भ्रष्ट है, और इसलिए गणतंत्रवाद जरूरी तौर पर भ्रष्टाचार पैदा करता है, बजाय किसी और एक कारण के। फिर भी दोनों देशों की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी होने के नाते मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि गणतंत्रवाद के नए देश में सार्वजनिक लोगों में भ्रष्टाचार के हर औंस के लिए राजशाही के पुराने देश में भी उतना ही भ्रष्टाचार है। बस भ्रष्टाचार के तरीके अलग हैं। राजशाही में उपाधियां रिश्वत होती हैं, डॉलर नहीं। पद दोनों में एक आम और सही इनाम है। हालांकि राजशाही के पक्ष में यह अंतर है, उपाधियां खुलेआम दी जाती हैं और पाने वालों या आम लोगों द्वारा रिश्वत नहीं मानी जाती। जब मुझे 1861 में वॉशिंगटन बुलाया गया तो यह माना गया कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद यह देखा गया कि यह सालों का मामला होने वाला है। स्थायी अधिकारियों की जरूरत होगी। पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी मिस्टर स्कॉट को नहीं छोड़ सकती थी, और मिस्टर स्कॉट ने बदले में फैसला किया कि मुझे पिट्सबर्ग लौटना होगा, जहां मेरी सेवाओं की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार ने पेंसिल्वेनिया पर बहुत दबाव डाला था। इसलिए हमने वॉशिंगटन में विभाग दूसरों के हाथों में सौंप दिया और अपनी अपनी जगहों पर लौट आए। वॉशिंगटन से लौटने के बाद रिएक्शन हुआ और मैं पहली बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मैं पूरी तरह टूट गया था और अपनी ड्यूटी करने की कोशिश के बाद मुझे आराम करना पड़ा। एक दोपहर जब मैं वर्जीनिया में रेलवे लाइन पर था तो मुझे सनस्ट्रोक जैसा कुछ हुआ, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि वह ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने पाया कि मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे धूप से बचने के लिए सावधान रहना पड़ता था। एक गर्म दिन मुझे पूरी तरह से थका देता था। यही कारण है कि गर्मियों में ठंडी हाईलैंड की हवा मेरे लिए कई सालों से एक रामबाण रही है। मेरे डॉक्टर ने जोर देकर कहा है कि मुझे हमारी गर्म अमेरिकी गर्मियों से बचना चाहिए। पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी ने मुझे छुट्टी दे दी और स्कॉटलैंड जाने का लंबे समय से चाहा गया मौका मिल गया। मेरी माँ, मेरे जिगरी दोस्त टॉम मिलर और मैं 28 जून 1862 को स्टीमशिप एटना में सवार होकर गए। मैं उस समय 27 साल का था और लिवरपूल में उतरने के बाद हम तुरंत डनफर्मलाइन चले गए। इस अपने वतन वापसी ने मुझे जितना प्रभावित किया, उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपने में हूँ। हर मील जो हमें स्कॉटलैंड के करीब ला रहा था, मेरी भावनाओं की तीव्रता बढ़ा रहा था। मेरी माँ भी उतनी ही भावुक थीं और मुझे याद है जब उनकी नज़र पहली बार जानी-पहचानी पीली झाड़ी पर पड़ी तो वह चिल्लाईं, "ओह! ये रही झाड़ू, झाड़ू।" उनका दिल इतना भरा हुआ था कि वो कन अपने आँसू नहीं रोक पाईं और जितना ज़्यादा मैंने इसे हल्का करने या उन्हें शांत करने की कोशिश की, उतना ही वह भावुक होती गईं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पवित्र मिट्टी पर लेटकर उसे चूम लूँ। इसी मूड में हम डनफर्म लाइन पहुँचे। हर चीज़ जिसे हम पार कर रहे थे, उसे तुरंत पहचान लिया गया। लेकिन सब कुछ इतना छोटा लग रहा था जैसा मैंने सोचा था उसकी तुलना में कि मैं पूरी तरह से हैरान था। आखिरकार अंकल लॉडर के यहाँ पहुँचकर और उस पुराने कमरे में जाकर जहाँ उन्होंने डोड और मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई थी मैंने कहा, "तुम सब यहीं हो। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था लेकिन अब तुम सब खिलौनों से खेल रहे हो।" हाई स्ट्रीट, जिसे मैंने एक बुरा ब्रॉडवे नहीं माना था, अंकल की दुकान, जिसकी तुलना मैंने न्यूयॉर्क की कुछ दुकानों से की थी, शहर के आसपास की छोटी-छोटी टीले जहाँ हम रविवार को खेलने जाते थे, दूरियाँ, घरों की ऊंचाई, सब कुछ सिकुड़ गया था। यह लिलीपुटियनों का शहर था। मैं लगभग उस घर की छत को छू सकता था जिसमें मेरा जन्म हुआ था और समुद्र, जहाँ शनिवार को पैदल जाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सिर्फ 3 मील दूर था समुद्र तट पर चट्टानें जिनके बीच मैंने विल्क्स घोंघे इकट्ठे किए थे, गायब हो गई थीं और एक शांत सपाट रेतीला किनारा रह गया था। स्कूल की इमारत जिसके चारों ओर मेरी स्कूल के दिनों की कई यादें जुड़ी थीं। मेरा एकमात्र अल्मा मेटर और खेल का मैदान जहाँ नकली लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं और दौड़ें लगाई गई थीं, वे सब बहुत छोटे हो गए थे। शानदार घर, ब्रूम हॉल, फोडेल और खासकर डोनी ब्रिस्टल के कंजर्वेटरी एक के बाद एक छोटे और मामूली लगने लगे। बाद में जब मैं जापान गया, जहाँ छोटे-छोटे खिलौने जैसे घर थे, तो मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, जैसा मेरे पुराने घर को देखकर हुआ था। सब कुछ छोटा हो गया था, यहाँ तक कि मूडी स्ट्रीट के सिरे पर पुराना कुआँ, जहाँ मैंने अपनी शुरुआती संघर्ष शुरू किए थे, वह भी वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। लेकिन एक चीज़ वैसी ही रही जैसी मैंने सोची थी। शानदार पुरानी एबे और उसकी घाटी में कोई निराशा नहीं थी। वह काफ़ी बड़ी और शानदार थी और टावर के ऊपर यादगार नक्काशीदार अक्षर किंग रॉबर्ट डच ब्रूस मेरी आंखों और दिल को पहले की तरह ही भर देते थे। जब मैं लौटने के बाद पहली बार एबे की घंटी सुनी तो वह भी निराश करने वाली नहीं थी। इसके लिए मैं आभारी था। इसने मुझे एक सहारा दिया और पुरानी एबे के चारों ओर उसके महल के खंडहरों और घाटी के साथ कुछ समय बाद दूसरी चीजें भी अपने सही अनुपात में आ गईं। मेरे रिश्तेदार बहुत दयालु थे और सबसे बड़ी मेरी प्यारी बूढ़ी चाची शार्लेट खुशी के मारे चिल्लाईं, "अरे, तुम किसी दिन यहीं वापस आओगे और हाई स्ट्रीट में एक दुकान खोलोगे?" हाई स्ट्रीट में दुकान खोलना उनकी नज़र में सफलता थी। उनके दामाद और बेटी दोनों मेरे चचेरे भाई-बहन थे। हालांकि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था। वे इस ऊंचाई तक पहुंच गए थे और अपने होनहार भतीजे के लिए कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। दुकानदारी में भी एक तरह का अभिजात वर्ग होता है और हाय स्ट्रीट के सब्जी वाले का परिवार फूडी स्ट्रीट वाले के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता। आंटी जो अक्सर मेरी नर्स बनी थी, उन्हें यह बात याद दिलाना अच्छा लगता था कि मैं एक चिल्लाने वाला बच्चा था जिसे 2 चम्मच से खाना खिलाना पड़ता था, क्योंकि जब भी एक चम्मच मेरे मुंह से निकलता था तो मैं चिल्लाता था। कैप्टन जोन्स जो बाद में हमारे स्टील वर्क्स के सुपरिटेंडेंट बने, उन्होंने मेरा वर्णन करते हुए कहा कि मैं 2 पंक्तियों के दांतों और दांतों के लिए छेद के साथ पैदा हुआ था,
नई परियोजनाओं और बढ़े हुए उत्पादन के लिए मेरी भूख इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं हमारे करीबी परिवार में पहला बच्चा था। इसलिए बहुत से अब सम्मानित रिश्तेदार नर्स बनने की इजाज़त मांगने लगे, जिनमें मेरी आंटियाँ भी शामिल थीं। मेरे बचपन की कई शरारतें और बातें उन्होंने मुझे बुढ़ापे में बताईं। उनमें से एक बात जो आंटियों को याद थी, वह मुझे काफ़ी समझदारी वाली लगी। मुझे समझदारी की बातें सिखाकर पाला-पोसा गया था, और एक बात जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी, उसे जल्द ही मैंने सीधे तौर पर इस्तेमाल किया। एक लड़का होने के नाते 3 मील दूर समुद्र तट से लौटते समय उन्हें मुझे कुछ दूर अपनी पीठ पर उठाना पड़ता था। शाम के धुंधलके में एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने भारी बोझ के बारे में कहा, शायद ये उम्मीद करते हुए कि मैं थोड़ा चलने का प्रस्ताव दूंगा। हालांकि उन्हें जो जवाब मिला वह था, अरे पिताजी, कोई बात नहीं, धैर्य और लगन ही इंसान को बनाते हैं, आप जानते हैं। वह अपना बोझ लिए आगे बढ़ता रहा, लेकिन हंसी से कांप रहा था। वह अपनी ही चाल में फंस गया था, लेकिन फिर भी उसका बोझ हल्का हो गया। मुझे इस बात का यकीन है, मेरा घर, बेशक मेरे इंस्ट्रक्टर, गाइड और प्रेरणा देने वाले अंकल लॉडर के साथ था। वही जिन्होंने 8 साल की उम्र में मुझे रोमांटिक, देशभक्त और कवि बनाने के लिए बहुत कुछ किया था। अब मैं 27 साल का था, लेकिन अंकल लॉडर अभी भी अंकल लॉडर ही थे। वह बदले नहीं थे, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता था। हम लगातार टहलते और बातें करते थे, और मैं उनके लिए फिर से नैग बन गया था। उन्होंने मुझे कभी कोई दूसरा नाम नहीं दिया था, और न ही कभी दिया। मेरे प्यारे प्यारे अंकल, और मेरे लिए अंकल से भी बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी सपने देख रहा था और इतना उत्साहित था कि सो नहीं पाया, और इस चक्कर में मुझे सर्दी लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे बुखार हो गया। मैं चकित हफ्ते तक अंकल के घर में रहा। उस समय में से कुछ समय मेरी हालत गंभीर थी। स्कॉटिश दवाएं तब स्कॉटिश धर्मशास्त्र जितनी ही सख्त थीं, अब दोनों बहुत नरम हो गए हैं, और मेरा खून निकाला गया। मेरा पतला अमेरिकन खून इतना कम हो गया था कि जब मुझे ठीक घोषित किया गया, तो मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में बहुत समय लगा। इस बीमारी ने मेरी यात्रा खत्म कर दी, लेकिन जब तक मैं फिर से अमेरिका पहुंचा, समुद्र यात्रा ने मुझे इतना फायदा पहुंचाया कि मैं फिर से काम शुरू कर सका। मुझे याद है कि जब मैं अपने डिवीज़न में लौटा, तो मेरा जिस तरह से स्वागत हुआ, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। पूर्वी छोर के लोगों ने एक तोप के साथ इकट्ठा होकर ट्रेन के गुजरते समय मेरा स्वागत किया। ये शायद पहला मौका था जब मेरे अधीनस्थों को मुझे किसी प्रदर्शन का विषय बनाने का मौका मिला था, और उनके स्वागत ने मुझ पर एक स्थायी छाप छोड़ी। मुझे पता था कि मैं उनकी कितनी परवाह करता हूँ, और यह जानकर अच्छा लगा कि वे भी मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मेहनती लोग हमेशा दयालु भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर हम सच में दूसरों की परवाह करते हैं, तो हमें उनके हमारे प्रति भावनाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा होता है वैसा ही मिलता है। पुल बनाना। गृह युद्ध के दौरान लोहे की कीमत बढ़कर लगभग $130 प्रति टन हो गई थी। इतनी कीमत पर भी यह पैसे का सवाल उतना नहीं था जितना डिलीवरी का। अमेरिका की रेलवे लाइनें नई पटरियों की कमी के कारण तेजी से खतरनाक होती जा रही थीं, और इस स्थिति के कारण मैंने 1864 में पिट्सबर्ग में एक रेल बनाने वाली कंपनी शुरू की। पार्टनर और पूंजी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और सुपीरियर रेल मिल और ब्लास्ट फर्नेस बनाए गए। इसी तरह लोकोमोटिव की मांग भी बहुत ज़्यादा थी, और मिस्टर थॉमस एन मिलर के साथ मिलकर मैंने 1866 में पिट्सबर्ग लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की, जो एक सफल और प्रतिष्ठित कंपनी रही है। वहां बने लोकोमोटिव ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शानदार प्रतिष्ठा हासिल की है। आज यह एक परी कथा जैसा लगता है कि 1906 में इस कंपनी के $100 के शेयर $3000 में बिके, यानी एक शेयर के लिए $30। हर साल बड़ा डिविडेंड नियमित रूप से दिया जाता था, और कंपनी बहुत सफल रही थी। यह इस नीति का पर्याप्त प्रमाण है। सबसे अच्छी चीज के अलावा कुछ भी न बनाएं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब मैं अल्टूना में था,
तो मैंने पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के कारखानों में लोहे का बना पहला छोटा पुल देखा था। ये सफल रहा। मैंने देखा कि स्थायी रेलवे संरचनाओं के लिए लकड़ी के पुलों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। पेंसिल्वेनिया रेलरोड पर एक महत्वपूर्ण पुल हाल ही में जल गया था और यातायात 8 दिनों तक बाधित रहा था। लोहा ही सही चीज थी। मैंने एच डॉडजे लिनविल, जिन्होंने लोहे के पुल को डिजाइन किया था, और जॉन एल पाइपर और उनके पार्टनर मिस्टर शिफलर, जो पेंसिल्वेनिया लाइन पर पुलों के प्रभारी थे, से प्रस्ताव दिया कि वे पिट्सबर्ग आएं और मैं लोहे के पुल बनाने के लिए एक कंपनी बनाऊंगा। यह अपनी तरह की पहली कंपनी थी। मैंने अपने दोस्त पेंसिल्वेनिया रेलरोड के मिस्टर स्कॉट से इस उद्यम में हमारे साथ आने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा किया। हम में से प्रत्येक ने एक पांचवें हिस्से के लिए या $1250 का भुगतान किया। मेरा हिस्सा मैंने बैंक से उधार लिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह रकम बहुत छोटी लगती थी, लेकिन छोटे बीज से ही बड़े पेड़ उगते हैं। इस तरह 1862 में पाइपर और शिफलर नाम की फर्म बनी, जिसे 1863 में कीस्टोन ब्रिज कंपनी में मिला दिया गया। ये एक ऐसा नाम था जिसे मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि यह पेंसिल्वेनिया राज्य, जो कीस्टोन स्टेट कहलाता है, में पुल बनाने वाली कंपनी के लिए सबसे सही नाम है। इस शुरुआत से अमेरिका में, और सच कहूँ तो जहाँ तक मुझे पता है, पूरी दुनिया में लोहे के पुल आमतौर पर इस्तेमाल में आने लगे। पिट्सबर्ग में लोहे के निर्माताओं को लिखे मेरे पत्र नई कंपनी को क्रेडिट दिलाने के लिए काफ़ी थे। छोटी लकड़ी की दुकानें बनाई गईं और कई पुलों का निर्माण शुरू किया गया। ढलवां लोहा मुख्य सामग्री थी जिसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुल इतने अच्छे बनाए गए थे कि उस समय बनाए गए कुछ पुल, जिन्हें बाद में भारी ट्रैफिक के लिए मजबूत किया गया, आज भी विभिन्न लाइनों पर इस्तेमाल में हैं। स्टुबेनविले में ओहियो नदी पर पुल बनाने का सवाल उठा और हमसे पूछा गया कि क्या हम चैनल के ऊपर 300 फीट के स्पैन वाला रेलवे पुल बनाने का काम करेंगे। आज के समय में यह सोचना अजीब लगता है कि हमारी ऐसा करने की क्षमता के बारे में कितने गंभीर संदेह थे। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह स्टील के दिनों से पहले की बात थी और अमेरिका में गढ़ा लोहा के इस्तेमाल से लगभग पहले की बात थी। ऊपरी कॉर्ड और सपोर्ट सभी ढलवां लोहे के थे। मैंने अपने पार्टनर से कहा कि इसे किसी भी तरह से आजमाएं, और हमने आखिरकार एक कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब रेलवे कंपनी के प्रेसिडेंट जूएट ने काम का दौरा किया और भारी ढलवां लोहे के ढेर पर नजर डाली जो आने वाले पुल के हिस्से थे, तो वह मेरी ओर मुड़े और बोले, मुझे नहीं लगता कि ये भारी कास्टिंग खड़ी हो पाएंगी और खुद को संभाल पाएंगी। ओहियो नदी के पार ट्रेन ले जाना तो दूर की बात है। हालांकि जज ने बाद में अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया। पुल हाल तक बना रहा, हालांकि इसे भारी ट्रैफिक के लिए मजबूत किया गया था। हमें इस पहले महत्वपूर्ण काम से काफ़ी पैसे कमाने की उम्मीद थी, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण जो काम खत्म होने से पहले हुई, हमारा मुनाफे का मार्जिन लगभग खत्म हो गया। यह पेंसिल्वेनिया के प्रेसिडेंट एडगर थॉमसन की ईमानदारी का सबूत है कि मामले के तथ्यों को जानने के बाद उन्होंने हमें नुकसान से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा रकम दी। उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तब दोनों में से किसी भी पार्टी ने बात की स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। एडगर थॉमसन एक महान और अच्छे इंसान थे, पेंसिल्वेनिया रेलरोड के लिए एक पक्के सौदागर, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कानून की भावना उसके शब्दों से ऊपर होती है। लिनविल, पाइपर और शिफलर में हमारे पास उस समय की सबसे अच्छी प्रतिभा थी। लिनविल एक इंजीनियर, पाइपर एक मेहनती एक्टिव मैकेनिक, और शिफलर पक्का और स्थिर। कर्नल पाइपर एक असाधारण व्यक्ति थे। मैंने एक बार पेंसिल्वेनिया के प्रेसिडेंट थॉमसन को यह कहते सुना कि वह जले हुए पुल पर सभी इंजीनियरिंग कोर के बजाय उन्हें रखना पसंद करेंगे। एक विषय था जिस पर कर्नल ने बहुत कमजोरी दिखाई, सौभाग्य से हमारे लिए, और वह था घोड़ा। जब भी कोई बिजनेस बातचीत ज्यादा गर्मा गर्म हो जाती थी और कर्नल को गुस्सा आने लगता था, जो अक्सर होता था, तो यह विषय छेड़ना पक्का इलाज था। बाकी सब कुछ उनके दिमाग से निकल जाता था। वह घोड़ों के आकर्षक विषय में खो जाते थे। अगर उन्होंने ज्यादा काम कर लिया होता था और हम चाहते थे कि वह छुट्टी लें, तो हम उन्हें केंटकी भेज देते थे ताकि वह 1 या 2 घोड़ों की देखभाल करें जिन्हें हम में से कोई
एक खरीदना चाहता था और जिनके चुनाव के लिए हम उन पर ही भरोसा करते थे। लेकिन घोड़ों के प्रति उनके जुनून ने कभी-कभी उन्हें गंभीर मुश्किलों में डाल दिया। एक दिन वह ऑफिस में आए, उनके आधे चेहरे पर कीचड़ लगा था, कपड़े फटे हुए थे और टोपी गायब थी, लेकिन फिर भी एक हाथ में चाबुक पकड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक तेज केंटकी घोड़े को चलाने की कोशिश की थी, लगाम टूट गई थी और उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था। जैसा कि उन्होंने कहा, वह एक शानदार इंसान थे, पाइप जैसा कि हम उन्हें बुलाते थे, और जब उन्हें कोई पसंद आ जाता था, जैसा कि मुझे पसंद किया, तो वह हमेशा उसके साथ रहते थे। बाद के दिनों में जब मैं न्यूयॉर्क चला गया तो उन्होंने अपना प्यार मेरे भाई को दे दिया, जिसे वह हमेशा टॉम की जगह थॉमस कहते थे। जितना मैं उनकी नज़र में अच्छा था, बाद में मेरा भाई उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया। वह सचमुच उसकी पूजा करते थे। और टॉम जो कुछ भी कहता था, वह उनके लिए कानून और धर्म था। वह हमारे दूसरे प्रतिष्ठानों से बहुत ज़्यादा जलते थे, जिनमें उनकी सीधे तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं थी, जैसे कि हमारी मिलें, जो कीस्टोन वर्क्स को लोहा सप्लाई करती थी। मिल मैनेजरों और कर्नल के बीच क्वालिटी, कीमत वगैरह को लेकर कई बार झगड़े हुए। एक बार वो मेरे भाई के पास शिकायत करने आए कि 1 साल के लिए लोहे की सप्लाई के लिए जो सौदा उन्होंने किया था, उसे सही से कॉपी नहीं किया गया था। कीमतें नेट थीं और जब सौदा हुआ था तब नेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। वह जानना चाहते थे कि इस शब्द नेट का क्या मतलब है। ठीक है कर्नल, मेरे भाई ने कहा, इसका मतलब है कि इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है थॉमस, कर्नल ने कहा पूरी तरह संतुष्ट होकर। बातें कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। कुछ भी काटा नहीं जाएगा। से शायद झगड़ा हो सकता था। एक दिन ब्रैड स्ट्रीट की किताब देखकर वह बहुत गुस्सा हो गए, जिसमें बिजनेस कंपनियों की रेटिंग दी गई थी। ऐसी किताब पहले कभी न देखने के कारण वह स्वाभाविक रूप से ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनकी कंपनी की क्या रेटिंग है। जब उन्होंने पढ़ा कि कीस्टोन ब्रिज वर्क्स BC है, जिसका मतलब खराब क्रेडिट था, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारे वकीलों के पास जाकर पब्लिशर्स के खिलाफ मुकदमा करने से रोका गया। हालांकि टॉम ने उन्हें समझाया कि कीस्टोन ब्रिज वर्क्स का क्रेडिट खराब इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी कुछ उधार नहीं लिया था, और वह शांत हो गए। कर्ज न लेना कर्नल के शौक में से एक था। एक बार जब मैं यूरोप जा रहा था, जब कई फर्में मुश्किल में थीं और हमारे आसपास कुछ फेल हो रही थीं, तो उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम चले जाओगे तो शेरिफ हमें नहीं पकड़ पाएगा अगर मैं कोई नोट साइन नहीं करता, है ना? नहीं, मैंने कहा, वो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो हम यहीं मिलेंगे। कर्नल की बात सुनकर मुझे एक और अजीब इंसान की याद आती है जिससे हम इन पुल बनाने के दिनों में मिले थे। ये कैप्टन ईड्स थे, सेंट लुइस के एक ओरिजिनल जीनियस, जिनके पास मैकेनिकल चीज़ों के अपने अजीब विचारों को गाइड करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान की कमी थी। वह जाहिर तौर पर उन लोगों में से थे जो सब कुछ अपने ओरिजिनल प्लान के अनुसार करवाना चाहते थे, कि कोई चीज़ पहले एक तरीके से की गई थी, ये उसे रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी था। जब सेंट लुइस ब्रिज के लिए उनके प्लान हमें दिखाए गए तो मैंने उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के उस एक आदमी को सौंप दिया जो इस विषय को सबसे अच्छी तरह जानता था, हमारे मिस्टर लिनविल। वह बहुत चिंता में मेरे पास आए और बोले, अगर इन प्लान के अनुसार पुल बनाया गया तो वह टिकेगा नहीं, वह अपना वजन भी नहीं उठा पाएगा। ठीक है, मैंने कहा, कैप्टन ईड्स आपसे मिलने आएंगे और बातों बातों में उन्हें यह धीरे से समझाना, इसे सही आकार देना, उन्हें सही रास्ते पर लाना और इसके बारे में दूसरों से कुछ मत कहना। यह सफलतापूर्वक पूरा हुआ, लेकिन पुल के निर्माण में गरीब पाइपर कैप्टन की असाधारण जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ था। शुरू में वह सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने से इतना खुश था कि वह कैप्टन ईड्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आया। शुरू में तो वह कैप्टन भी नहीं था, बल्कि पायक कर्नल ईड्स। आप कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। हमने देखा कि अभिवादन कम दोस्ताना हो गया, लेकिन फिर भी यह गुड मॉर्निंग कैप्टन ईड्स था।
ये तब तक कम होता गया जब तक हमें यह सुनकर हैरानी नहीं हुई कि पाइप मिस्टर ईड्स के बारे में बात कर रहा है। मुसीबतें खत्म होने से पहले कर्नल जिम ईड्स बन गया था, और सच कहूं तो काम वर्कशॉप से बाहर निकलने से बहुत पहले जिम के नाम के आगे एक बड़ा डी लगने लगा था। एक आदमी में बहुत काबिलियत हो सकती है और वह एक आकर्षक, दिलचस्प इंसान हो सकता है, जैसा कि कैप्टन ईड्स निस्संदेह थे। और फिर भी वह दूसरों के वैज्ञानिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव का इस्तेमाल किए बिना मिसिसिपी नदी पर 500 फीट स्पैन का पहला पुल नहीं बना सकता था। जब काम खत्म हो गया तो मैं कुछ दिनों के लिए सेंट लुइस में कर्नल के साथ था, ताकि पुल को दूसरों द्वारा उस पर कब्जा करने की धमकी से बचाया जा सके, जब तक कि हमें पूरा पेमेंट न मिल जाए। जब कर्नल ने दोनों सिरों पर तख्ते हटा दिए और पहरा देने वाले आदमियों को बदलने की योजना बनाई, तो उसे घर की याद आने लगी और वह पिट्सबर्ग लौटने के लिए बहुत बेचैन हो गया। उसने रात की ट्रेन लेने का फैसला किया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने साथ कैसे रोकूं, जब तक कि मुझे उसकी एक कमजोरी याद नहीं आई। मैंने उसे दिन में बताया कि मैं अपनी बहन के लिए घोड़ों का एक जोड़ा लेने के लिए कितना उत्सुक हूं। मैं उसे घोड़ों का एक जोड़ा तोहफे में देना चाहता था, और मैंने सुना था कि सेंट लुइस इसके लिए एक मशहूर जगह है। क्या उसने कुछ शानदार देखा था? चारा काम कर गया। उसने कई घोड़ों के जोड़ों और अस्तबलों के बारे में बताना शुरू किया जो उसने देखे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह रुककर घोड़ों को चुन सकता है। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह उन्हें देखना और कई बार चलाना चाहेगा, जिससे वह व्यस्त रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने उम्मीद की थी। उन्होंने घोड़ों का एक शानदार जोड़ा खरीदा, लेकिन फिर उन्हें पिट्सबर्ग ले जाने में एक और मुश्किल आ गई। वह उन्हें रेल से भेजने पर भरोसा नहीं कर रहे थे, और कई दिनों तक कोई उपयुक्त नाव नहीं जाने वाली थी। साफ है कि किस्मत मेरे साथ थी। दुनिया की कोई भी चीज उस आदमी को शहर छोड़ने के लिए तब तक मजबूर नहीं कर सकती थी जब तक वह उन घोड़ों को ठीक से रवाना होते हुए न देख ले। और यह भी पक्का नहीं था कि वह खुद स्टीमर पे उनके साथ जाने की जिद नहीं करेगा। हमने पुल संभाले रखा। पाइप एक शानदार होराटियस था। वह सबसे अच्छे आदमियों में से एक था और सबसे कीमती पार्टनर में से एक था जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और वह उन्हीं नामों का हकदार था जिन्हें पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। कीस्टोन ब्रिज वर्क्स हमेशा मेरे लिए संतोष का स्रोत रहा है। अमेरिका में लोहे के पुल बनाने वाली लगभग हर कंपनी फेल हो गई थी। कई स्ट्रक्चर खुद ही गिर गए थे, और अमेरिका में कुछ सबसे खराब रेलवे दुर्घटनाएं इसी तरह हुई थीं। कुछ पुल हवा के दबाव में टूट गए थे, लेकिन कीस्टोन ब्रिज को कभी कुछ नहीं हुआ। और उनमें से कुछ ऐसी जगहों पर खड़े हैं जहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा था। इसमें कोई किस्मत की बात नहीं थी। हमने सिर्फ सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया और काफी मात्रा में अपना लोहा और बाद में अपना स्टील खुद बनाया। हम खुद अपने सबसे सख्त इंस्पेक्टर थे, और या तो एक सुरक्षित स्ट्रक्चर बनाते थे या बिल्कुल नहीं। जब हमसे कोई ऐसा पुल बनाने के लिए कहा जाता था जो हमें पता था कि अपर्याप्त मजबूती या अवैज्ञानिक डिजाइन का है, तो हम साफ मना कर देते थे। कीस्टोन ब्रिज वर्क्स की मुहर वाला कोई भी काम, और यूनियन में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां ऐसे काम नहीं मिलते, हम गारंटी देने के लिए तैयार थे। हमें अपने पुलों पर उतना ही गर्व था जितना कार्लाइल को उस पुल पर था जो उनके पिता ने एना नदी पर बनाया था। एक ईमानदार पुल, जैसा कि महान बेटे ने सही कहा। ये नीति सफलता का असली रहस्य है। कुछ सालों तक यह मुश्किल काम होगा जब तक आपका काम साबित नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। इंस्पेक्टरों का विरोध करने के बजाय सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनका स्वागत करना चाहिए। उत्कृष्टता का एक उच्च स्तर आसानी से बनाए रखा जा सकता है, और लोगों को उत्कृष्टता तक पहुंचने के प्रयास में शिक्षित किया जाता है। मैंने कभी किसी ऐसी कंपनी को पक्का सफल होते नहीं देखा जिसने अच्छा ईमानदारी का काम न किया हो। और आज के इस जबरदस्त मुकाबले के दिनों में भी जब सब कुछ कीमत का मामला लगता है, तब भी बड़ी बिजनेस सफलता की जड़ में क्वालिटी का कहीं ज्यादा जरूरी फैक्टर होता है। कंपनी के प्रेसिडेंट से लेकर सबसे छोटे मजदूर तक, सर्विस में हर आदमी पर क्वालिटी पर ध्यान देने के असर को कम करके नहीं आंका जा सकता। और इसी सवाल से जुड़ा हुआ साफ सुथरी अच्छी वर्कशॉप और औजार अच्छी तरह से
रखे गए यार्ड और आसपास का माहौल जितना आम तौर पर सोचा जाता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे एक बात सुनकर बहुत खुशी हुई जो पिट्सबर्ग में हुई बैंकर्स कन्वेंशन के दौरान एडगर थॉम्सन वर्क्स में आए एक जाने-माने बैंकर ने कही थी। वह सैकड़ों डेलीगेट्स के एक ग्रुप में से एक थे और जब वे काम देखकर निकल गए तो उन्होंने हमारे मैनेजर से कहा, "ऐसा लगता है कि ये काम किसी के हैं।" उन्होंने अपनी उँगली सफलता के रहस्यों में से एक पर रखी। वे सच में किसी के थे। एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रेसिडेंट ने एक बार मुझसे शेख ही बघारी थी कि उनके आदमियों ने पहले इंस्पेक्टर को भगा दिया था जो उनके बीच आने की हिम्मत कर रहा था और उसके बाद से उन्हें कभी किसी दूसरे से परेशानी नहीं हुई। यह बात सच्ची बधाई के तौर पर कही गई थी, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, ये कंपनी कंपटीशन का दबाव कभी नहीं झेल पाएगी। जब मुश्किल समय आएगा तो यह ज़रूर फेल हो जाएगी। नतीजे ने मेरे विश्वास की सच्चाई साबित कर दी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सबसे पक्की नीम क्वालिटी है। उसके बाद और काफ़ी बाद में लागत आती है। मैंने कुछ सालों तक कीस्टोन ब्रिज वर्क्स के मामलों पर बहुत ध्यान दिया और जब महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल होते थे तो अक्सर 1868 में ऐसे ही एक मौके पर मैं अपने इंजीनियर वॉल्टर कैटे के साथ डब्यूक, आयोवा गया। हम उस समय तक बने सबसे महत्वपूर्ण रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए कंपटीशन कर रहे थे जो डब्यूक में चौड़ी मिसिसिपी नदी पर एक ब्रिज था जिसे पार करना एक बहुत बड़ा काम माना जाता था। हमने देखा कि नदी जमी हुई थी और हमने 4 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज पर उसे पार किया। उस यात्रा ने साबित कर दिया कि सफलता कितनी छोटी-छोटी बातों पर निर्भर करती है। हमने पाया कि हम सबसे कम बोली लगाने वाले नहीं थे। हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी शिकागो की एक ब्रिज बनाने वाली कंपनी थी, जिसे बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया था। मैं रुका और कुछ डायरेक्टर्स से बात की। वे कास्ट और रॉट आयरन के गुणों के बारे में खुशी-खुशी अनजान थे। हमने हमेशा ब्रिज के ऊपरी हिस्से को बाद वाले से बनाया था, जबकि हमारे प्रतिद्वंद्वियों का कास्ट आयरन से बना था। इसी से मुझे बात करने का मौका मिला। मैंने एक स्टीमर के एक और दूसरे से टकराने के नतीजे की कल्पना की। रॉट आयरन के मामले में यह शायद सिर्फ मुड़ेगा। कास्ट आयरन के मामले में यह निश्चित रूप से टूट जाएगा और ब्रिज नीचे गिर जाएगा। डायरेक्टरों में से एक, जाने-माने पेरी स्मिथ, सौभाग्य से मेरे तर्क को सही साबित करने में कामयाब रहे। उन्होंने बोर्ड से कहा कि मैंने जो कहा वह कास्ट आयरन के बारे में निस्संदेह सच था। पिछली रात अंधेरे में उनकी बग्गी एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी, जो कास्ट आयरन का था और वह लैंप पोस्ट टूटकर टुकड़ों में बिखर गया था। अगर मुझे यहाँ भगवान के हाथ जैसा कुछ पहचानने में थोड़ी भी मुश्किल हुई तो क्या मेरी आलोचना की जानी चाहिए? जिसमें पेरी स्मिथ साफ तौर पर माध्यम थे। आह! सज्जनों, मैंने कहा, यही तो बात है। थोड़े और पैसे होते तो आप अविनाशी गढ़ा हुआ लोहा ले सकते थे और आपका पुल किसी भी स्टीमबोट के सामने टिका रहता। हमने कभी सस्ता पुल नहीं बनाया है और न ही कभी बनाएंगे। हमारे पुल गिरते नहीं हैं। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर ब्रिज कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर एलिसन, महान सीनेटर, ने पूछा कि क्या मैं उन्हें कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दूंगा। मैं चला गया। जल्द ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, बशर्ते हम कम कीमत लें, जो सिर्फ कुछ $1000 कम थी। मैं इस रियायत के लिए मान गया। वह कास्ट आयरन का लैंप पोस्ट जो इतने सही समय पर टूटा, उसने हमें हमारे सबसे फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक दिलाया और इससे भी बड़ी बात, हमें यह प्रतिष्ठा दिलाई कि हमने सभी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले डब्यूक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इसने मेरे लिए अमेरिका के सबसे अच्छे और सबसे मूल्यवान सार्वजनिक व्यक्तियों में से एक, सीनेटर एलिसन के साथ जीवन भर की अटूट दोस्ती की नींव भी रखी। उस कहानी की सीख साफ है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो जब वह दिया जा रहा हो, तो वहीं मौजूद रहें। एक टूटा हुआ लैंप पोस्ट या कोई ऐसी ही अनसोची चीज़ भी इनाम दिला सकती है, अगर बोली लगाने वाला वहीं मौजूद हो। और अगर हो सके तो तब तक वहीं रहें, जब तक आप लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अपनी जेब में लेकर घर न जा सकें। हमने डब्यूक में ऐसा ही किया।
हालांकि यह सुझाव दिया गया था कि हम जा सकते हैं और इसे हमारे पीछे भेज दिया जाएगा। हमने वहीं रहना पसंद किया क्योंकि हम डब्यूक के और आकर्षण देखना चाहते थे। स्टूबेनविले ब्रिज बनाने के बाद बाल्टीमोर और ओहियो रेलरोड कंपनी के लिए पार्कर्सबर्ग और व्हीलिंग में ओहियो नदी पर पुल बनाना ज़रूरी हो गया था, ताकि उनके बड़े प्रतिद्वंद्वी पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी को कोई बड़ा फ़ायदा न मिले। उस समय फेरीबोट के दिन तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। इन पुलों के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ही मुझे एक ऐसे आदमी से मिलने का मौका मिला जो उस समय बहुत बड़े पद पर थे, मिस्टर गैरेट, बाल्टीमोर और ओहियो के प्रेसिडेंट। हम दोनों पुलों और उनके सभी अप्रोच को हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन मैंने पाया कि मिस्टर गैरेट का पक्का मानना था कि हम तय समय में इतना काम नहीं कर पाएंगे। वह अप्रोच और छोटे स्पैन अपनी वर्कशॉप में बनाना चाहते थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें हमारे पेटेंट इस्तेमाल करने देंगे। मैंने जवाब दिया कि बाल्टीमोर और ओहियो के ऐसा करने से हमें बहुत सम्मान महसूस होगा। बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड की मंजूरी की मुहर पेटेंट फीस से 10 गुना ज़्यादा कीमती होगी। वह हमारी सभी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि इससे उस महान रेलवे मैग्नेट पर अच्छा असर पड़ा। वह बहुत खुश हुए और मेरे लिए पूरी तरह से हैरानी की बात थी कि वह मुझे अपने प्राइवेट कमरे में ले गए और आम मामलों पर खुलकर बातचीत शुरू की। उन्होंने खासकर पेंसिल्वेनिया रेल रोड के लोगों, मिस्टर थॉमसन और मिस्टर स्कॉट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ अपने झगड़ों के बारे में बात की, जिन्हें वह जानते थे कि वे मेरे खास दोस्त हैं। इससे मैंने कहा कि मैं उनसे मिलने के रास्ते में फिलाडेल्फिया से गुजरा था और मिस्टर स्कॉट ने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं ओहियो नदी पर आपके बड़े पुलों के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपसे मिलने जा रहा हूँ। मिस्टर स्कॉट ने कहा कि ऐसा अक्सर नहीं होता कि मैं किसी बेवकूफ़ी भरे काम पर जाऊं, लेकिन इस बार मैं ज़रूर ऐसा ही कर रहा हूं कि मिस्टर गैरेट कभी एक पल के लिए भी मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट देने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि मैं एक पुराने कर्मचारी के तौर पर हमेशा पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रति वफादार था। खैर, मैंने कहा, हम मिस्टर गैरेट के पुल बनाएंगे। मिस्टर गैरेट ने तुरंत जवाब दिया कि जब उनकी कंपनी के हित दांव पर होते हैं तो हमेशा सबसे अच्छा ही जीतता है। उनके इंजीनियरों ने बताया था कि हमारे प्लान सबसे अच्छे थे और स्कॉट और थॉमसन देखेंगे कि उनका सिर्फ एक ही नियम है, उनकी कंपनी का हित। हालांकि वह अच्छी तरह जानते थे कि मैं पेंसिल्वेनिया रेल रोड का आदमी हूं, फिर भी उन्होंने हमें काम देना अपना फर्ज समझा। बातचीत अभी भी मेरे लिए संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि हमें काम का सारा मुश्किल हिस्सा मिलना था, बड़े स्पैन, जिनका जोखिम उस समय काफ़ी ज़्यादा था, जबकि मिस्टर गैरेट हमारे प्लान और पेटेंट पर अपनी वर्कशॉप में सभी छोटे और फायदेमंद स्पैन बनाने वाले थे। मैंने पूछने की हिम्मत की कि क्या वह काम इसलिए बांट रहे थे क्योंकि उन्हें सच में लगता था कि हम उनके पुलों को उतनी जल्दी ट्रैफिक के लिए नहीं खोल पाएंगे जितनी जल्दी उनकी चिनाई तैयार हो जाएगी। उन्होंने माना कि वह ऐसा ही कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर गैरेट, मैंने कहा, क्या आप मेरे पर्सनल बॉन्ड को अच्छी सिक्योरिटी मानेंगे? ज़रूर, उन्होंने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मुझे बॉन्ड में बांधिए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जोखिम उठाऊंगा। अगर आप हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बशर्ते आप अपनी चिनाई तैयार कर लें, तो आपके पुल तय समय पर ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए आप मुझसे कितने का बॉन्ड चाहते हैं? ठीक है, मैं तुमसे $1,00,000 चाहूंगा। जवान आदमी। ठीक है, मैंने कहा। अपना बॉन्ड तैयार करो। हमें काम दो। हमारी फर्म मुझे $1,00,000 का नुकसान नहीं होने देगी। तुम ये जानते हो? हाँ, उन्होंने कहा। मुझे विश्वास है कि अगर आप $1,00,000 का बॉन्ड देते हैं, तो आपकी कंपनी दिन रात काम करेगी और मुझे मेरे पुल मिल जाएंगे। यही वह समझौता था जिसने हमें उस समय के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड के। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कभी वह बॉन्ड नहीं चुकाना पड़ा। मेरे पार्टनर मिस्टर गैरेट से कहीं बेहतर उनके काम की स्थितियों को जानते थे। ओहियो नदी से मजाक नहीं किया जा सकता था और उनके राज मिस्त्री का काम तैयार होने से बहुत पहले ही हमने बॉन्ड पर अपनी सारी जिम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लिया था। सुपरस्ट्रक्चर को किनारों पर रखकर सबस्ट्रक्चर के पूरा होने का इंतजार करते हुए, जिसे वह अभी भी बना रहे थे। मिस्टर गैरेट को अपने स्कॉटिश खून पर बहुत गर्व था और एक बार
बर्न्स के बारे में बात होने के बाद हम पक्के दोस्त बन गए। बाद में वो मुझे अपने देश में अपने शानदार बंगले में ले गए। वह उन कुछ अमेरिकियों में से एक थे जो तब एक देश के जेंटलमैन की शानदार स्टाइल में रहते थे। उनके पास कई 100 एकड़ खूबसूरत ज़मीन, पार्क जैसी सड़कें, शुद्ध नस्ल के घोड़ों का झुंड, मवेशी, भेड़ें और कुत्ते थे, और एक ऐसा घर था जो वैसा ही था जैसा किसी ने इंग्लैंड के किसी अमीर आदमी की देहाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था। बाद में उन्होंने पूरी तरह से तय कर लिया था कि उनकी रेल कंपनी को स्टील की पटरियों के निर्माण में लगना चाहिए, और उन्होंने बेशर्मर पेटेंट का इस्तेमाल करने के अधिकार के लिए आवेदन किया था। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला था। बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड कंपनी हमारे सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक थी, और हम स्वाभाविक रूप से कम्बरलैंड में स्टील रेल रोलिंग मिलों के निर्माण को रोकने के लिए चिंतित थे। यह बाल्टीमोर और ओहियो के लिए एक घाटे का सौदा होता, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह अपने लिए ज़रूरी छोटी मात्रा में स्टील की पटरियों को बनाने की तुलना में बहुत सस्ती दर पर खरीद सकती थी। मैंने इस मामले पर बात करने के लिए मिस्टर गैरेट से मुलाकात की। वह उस समय विदेशी व्यापार और स्टीमशिप की लाइनों से बहुत खुश थे, जो बाल्टीमोर को अपना बंदरगाह बनाती थीं। वह मुझे अपने कई कर्मचारियों के साथ उन बंदरगाहों पर ले गए जहां उन्हें उनके विस्तार के बारे में फैसला करना था। और जैसे ही विदेशी सामान स्टीमशिप से उतारा जा रहा था और रेलवे कारों में रखा जा रहा था, वह मेरी ओर मुड़े और बोले, मिस्टर कार्नेगी, अब आप हमारे विशाल सिस्टम की विशालता को समझना शुरू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह क्यों ज़रूरी है कि हम अपने लिए सब कुछ बनाए, यहाँ तक कि अपनी स्टील की पटरियाँ भी। हम अपनी ज़रूरत की किसी भी मुख्य चीज़ के लिए निजी कंपनियों पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अपने आप में एक दुनिया होंगे। ठीक है, मैंने कहा, मिस्टर गैरेट, ये सब बहुत शानदार है, लेकिन सच में आपका विशाल सिस्टम मुझे प्रभावित नहीं करता। मैंने आपकी पिछली वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और देखा कि आपने पिछले साल दूसरों का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए $14 मिलियन की रकम इकट्ठी की थी। जिन फर्मों को मैं कंट्रोल करता हूँ, उन्होंने पहाड़ियों से कच्चा माल निकाला, अपना सामान बनाया और उसे उससे कहीं ज़्यादा कीमत पर बेचा। आप वास्तव में कार्नेगी ब्रदर्स एंड कंपनी की तुलना में एक बहुत छोटी कंपनी है। मेरी रेलरोड की ट्रेनिंग वहाँ काम आई। हमने बाल्टीमोर और ओहियो रेलरोड कंपनी के हमारे साथ कंपटीशन में आने के बारे में और कुछ नहीं सुना। मिस्टर गैरेट और मैं आखिर तक अच्छे दोस्त बने रहे। उन्होंने तो मुझे अपने पाले हुए एक स्कॉच कोली कुत्ते का तोहफा भी दिया कि मैं एक पेंसिल्वेनिया रेलरोड का आदमी था। ये बात हमारे बीच थोड़ी सी स्कॉच की वजह से दब गई। लोहे के कारखाने कीस्टन वर्क्स हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है, क्योंकि यह बाकी सभी कारखानों का जनक था। लेकिन इसके अस्तित्व में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि ढलवान लोहे के मुकाबले गढ़ा हुआ लोहा ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इसीलिए एक जैसी क्वालिटी पक्का करने के लिए और कुछ ऐसे आकार बनाने के लिए जो उस समय नहीं मिलते थे, हमने लोहे के निर्माण में उतरने का फैसला किया। मैं और मेरा भाई थॉमस एन मिलर, हेनरी फिप्स और एंड्रयू क्लोमन के साथ एक छोटी लोहे की मिल में शामिल हो गए। मिलर सबसे पहले क्लोमन के साथ शामिल हुए और वह फिप्स को भी लाए। उन्हें नवंबर 1861 में एक छठा हिस्सा खरीदने के लिए $800 उधार दिए। मुझे यह ज़रूर बताना चाहिए कि श्री मिलर हमारे लोहे के निर्माण प्रोजेक्ट के पायनियर थे। हम सभी टॉम के आभारी थे, जो अभी भी जीवित हैं। 20 जुलाई 1911, और हम पर अपने बहुत प्यारे स्वभाव की मिठास और रोशनी बिखेरते हैं। एक दोस्त जो सालों के साथ और भी कीमती होता जाता है। वह उम्र के साथ नरम हो गए हैं, और यहाँ तक कि सच्चे धर्म के विरोधी धर्मशास्त्र के खिलाफ उनके गुस्से के विस्फोट भी उनकी इस अच्छी बुढ़ापे में बहुत कम डरावने लगते हैं। हम सभी उम्र के साथ दार्शनिक हो जाते हैं, और शायद ये अच्छा है। इसे दोबारा पढ़ते हुए 19 जुलाई 1912 ऑल्टनागर में ऊंची पहाड़ियों पर हमारे ठिकाने में मैं अपने जिगरी दोस्त प्यारे टॉम मिलर के लिए एक आंसू बहाता हूँ, जो पिछली सर्दियों में पिट्सबर्ग में मर गए। श्रीमती कार्नेगी और मैं उनके
अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अब से ज़िंदगी में कुछ कमी है, बहुत कुछ कमी है। शुरुआती सालों में मेरा पहला पार्टनर, बुढ़ापे में मेरा सबसे प्यारा दोस्त। काश मैं भी वहीं जाऊँ, जहाँ वह है, चाहे वह कहीं भी हो। एंड्रयू क्लोमन के पास एलेगेनी सिटी में एक छोटा स्टील हथौड़ा था, पेंसिल्वेनिया। रेल रोड के सुपरिटेंडेंट के तौर पर मैंने पाया था कि वह सबसे अच्छे एक्सेल बनाते थे। वह एक महान मैकेनिक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिट्सबर्ग में उस समय जो अज्ञात था, वह खोजा था कि जो कुछ भी मशीनरी से करने लायक था, वह अच्छी तरह से करने लायक था। उनके जर्मन दिमाग ने उन्हें हर काम में माहिर बनाया। उन्होंने जो कुछ बनाया उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आया, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वह साल भर अपना काम करता रहा। उन शुरुआती दिनों में एक्सेल के बारे में आमतौर पर यह सवाल होता था कि वे तय समय तक चलेंगे या टूट जाएंगे। मटेरियल का कोई एनालिसिस नहीं था, उसका कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं था। इस जर्मन ने कितना कुछ बनाया। वह पहले आदमी थे जिन्होंने कोल्ड सॉ पेश किया, जो ठंडे लोहे को सही लंबाई में काटता था। उन्होंने ब्रिज लिंक बनाने के लिए अपसेटिंग मशीनें बनाई और अमेरिका में पहली यूनिवर्सल मिल भी बनाई। ये सभी हमारे कारखाने में लगाए गए थे। जब कैप्टन ईड्स को सेंट लुइस ब्रिज के मेहराबों के लिए कपलिंग नहीं मिल रही थी, ठेकेदार उन्हें बनाने में फेल हो गए थे और काम रुका हुआ था। तो क्लोमन ने हमें बताया कि वह उन्हें बना सकते हैं और दूसरे क्यों फेल हो गए थे। वह उन्हें बनाने में सफल रहे। उस तारीख तक वे सबसे बड़े सेमी सर्कल थे जिन्हें कभी रोल किया गया था। मिस्टर क्लोमन पर हमारे भरोसे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने कहा कि वह उन्हें बना सकते हैं, तो हमने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं पहले ही अपने परिवार और फिप्स परिवार के बीच घनिष्ठता के बारे में बात कर चुका हूँ। शुरुआती दिनों में मेरा मुख्य साथी बड़ा भाई जॉन था। हेनरी मुझसे कई साल छोटा था, लेकिन एक होशियार, चालाक लड़के के तौर पर मेरा ध्यान खींचने में कामयाब रहा था। एक दिन उसने अपने भाई जॉन से एक चौथाई डॉलर उधार मांगा। जॉन ने देखा कि उसे इसका कोई ज़रूरी इस्तेमाल है और उसने बिना कुछ पूछे उसे चमकता हुआ चौथाई डॉलर दे दिया। अगली सुबह पिट्सबर्ग डिस्पैच में एक विज्ञापन छपा, एक मेहनती लड़का काम चाहता है। यह था उस मेहनती और इच्छुक हैरी ने अपने चौथाई डॉलर का इस्तेमाल। शायद यह पहला चौथाई डॉलर था जो उसने अपनी ज़िंदगी में एक बार में खर्च किया था। डिलवर्थ और बिडवेल की जानी मानी फर्म से जवाब आया। उन्होंने इच्छुक लड़के को बुलाया। हैरी गया और उसे एक संदेशवाहक लड़के की नौकरी मिल गई। और जैसा कि तब रिवाज था, हर सुबह उसका पहला काम ऑफिस में झाड़ू लगाना होता था। वह अपने माता पिता के पास गया और उनकी सहमति ली, और इस तरह उस युवा लड़के ने खुद को बिजनेस के समुद्र में उतार दिया। उस जैसे लड़के को रोकना मुश्किल था। यह पुरानी कहानी थी। वह जल्द ही अपने मालिकों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। उनके बिजनेस की एक सहायक ब्रांच में उसे छोटा सा हिस्सा मिला, और फिर हमेशा चौकन्ना रहने के कारण कुछ ही सालों में उसने मिस्टर मिलर का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिन्होंने एंड्रयू क्लोमन के साथ उसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया। आखिरकार इसका नतीजा 29th स्ट्रीट में आयरन मिल बनने के रूप में निकला। वह मेरे भाई टॉम का स्कूल का दोस्त और बहुत पक्का यार था। बचपन में वे साथ खेलते थे और पूरी जिंदगी, 1886 में मेरे भाई की मौत तक, इन दोनों ने जैसे एक पार्टनरशिप के अंदर एक और पार्टनरशिप बनाई। वे हमेशा उन अलग अलग फर्मों में बराबर के हिस्सेदार थे जिनसे वे जुड़े हुए थे। जो एक करता था वही दूसरा करता था। वह छोटा लड़का अब यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, और उसने यह साबित करना शुरू कर दिया है कि उसे पता है कि अपने फालतू पैसे कैसे खर्च करने हैं। सालों पहले उसने एलेगेनी और पिट्सबर्ग के पब्लिक पार्कों को खूबसूरत कंजर्वेटरी दी कि उसने यह शर्त रखी कि ये रविवार को खुले रहने चाहिए। यह दिखाता है कि वह अपने समय का आदमी है। इस गिफ्ट की इस शर्त ने बहुत हलचल मचा दी थी। मंत्रियों ने मंच से उसकी निंदा की और चर्च की सभाओं ने भगवान के दिन के अपमान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। लेकिन लोग बड़ी संख्या में इस संकीर्ण सोच वाली बात के खिलाफ उठ खड़े हुए और शहर की परिषद ने तालियों के साथ उपहार स्वीकार कर लिया। मेरे पार्टनर की समझदारी भरी बात तब अच्छी तरह से व्यक्त हुई जब उन्होंने मंत्रियों के विरोध के जवाब में कहा, यह सब आपके लिए बहुत अच्छा है, सज्जनों, जो सप्ताह में एक दिन काम करते हैं।
और बाकी 6 दिन अपने समय के मालिक होते हैं, जिस दौरान आप प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है कि आप मेहनतकश लोगों को उस एकमात्र दिन मनोरंजन और शिक्षा से वंचित करने की कोशिश करें, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह उनके पास उपलब्ध है। ये वही मंत्री हाल ही में पिट्सबर्ग में अपने सम्मेलन में चर्चों में वाद्य संगीत के विषय पर झगड़ रहे थे। लेकिन जब वे इस बात पर बहस कर रहे हैं कि चर्चों में ऑर्गन रखना सही है या नहीं, तो समझदार लोग सप्त के दिन संग्रहालय, कंजर्वेटरी और पुस्तकालय खोल रहे हैं। और जब तक मंच इस जीवन में लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करना नहीं सीखता, जहाँ अकेले मनुष्यों के कर्तव्य हैं, जैसा कि वह अभी कर रहा है, उससे कहीं बेहतर लोकप्रिय समर्थन के लिए ये प्रतिद्वंद्वी दावेदार जल्द ही अपने चर्चों को खाली कर सकते हैं। दुर्भाग्य से क्लोमन और फिप्स जल्द ही मिलर से व्यापार के बारे में असहमत हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। यह विश्वास होने पर कि मिलर के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था, मैं उसके साथ नए कारखाने बनाने में शामिल हो गया। ये 1864 के साइक्लोप्स मिल्स थे। उनके चालू होने के बाद पुराने और नए कारखानों को एकजुट करना संभव हो गया और इसलिए उचित भी। और 1867 में उनके विलय से यूनियन आयरन मिल्स का गठन हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि श्री मिलर की अपने पूर्व भागीदारों फिप्स और क्लोमन के साथ फिर से जुड़ने की अनिच्छा को दूर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे यूनियन वर्क्स को नियंत्रित नहीं करेंगे। श्री मिलर, मेरे भाई और मैं नियंत्रक हिस्सेदारी रखेंगे, लेकिन मिस्टर मिलर अड़े रहे और उन्होंने मुझसे अपना हिस्सा खरीदने की भीख मांगी, जो मैंने आखिरकार अनिच्छा से खरीद लिया जब उन्हें पुरानी बातों को भूल जाने के लिए मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वह आयरिश थे और जब आयरिश खून उबलता है तो वह बेकाबू हो जाता है। मिस्टर मिलर को तब से मुझसे मेरे गंभीर अनुरोध को ठुकराने का पछतावा हुआ, जिससे हम सभी के पायनियर को वह मिल पाता जो सिर्फ उनका सही हक था, खुद के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए करोड़पति बनना। हम उस समय मैन्युफैक्चरिंग में नए थे और साइक्लोप्स मिल्स के लिए हमने वह ज़मीन हासिल की जिसे उस समय बहुत बड़ी ज़मीन माना जाता था, 7 एकड़। कुछ सालों तक हमने ज़मीन का एक हिस्सा दूसरों को लीज पर देने की पेशकश की। जल्द ही यह सवाल उठने लगा कि क्या हम इतनी छोटी जगह में लोहे का मैन्युफैक्चरिंग जारी रख पाएंगे। मिस्टर क्लोमन लोहे के बीम बनाने में सफल रहे और कई सालों तक हमारी मिल इस मामले में किसी भी दूसरी मिल से बहुत आगे थी। हमने नई मिल में ज़रूरत के हिसाब से सभी तरह के आकार बनाना शुरू किया और ख़ासकर ऐसे आकार जिन्हें कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती थी। अपने बढ़ते हुए देश में ऐसी चीज़ों की बढ़ती मांग पर निर्भर रहते हुए, जिनकी शुरुआत में बहुत कम ज़रूरत होती थी, जो दूसरे नहीं कर सकते थे या नहीं करते थे, हम उसे करने की कोशिश करते थे और ये हमारे बिज़नेस का एक नियम था जिसका सख्ती से पालन किया जाता था। साथ ही हम बेहतरीन क्वालिटी के अलावा कुछ भी नहीं बनाते थे। हम हमेशा अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते थे, भले ही इसमें हमारा कुछ खर्च होता हो। और झगड़े के मामलों में हम दूसरे पक्ष को शक का फ़ायदा देते थे और मामला सुलझा लेते थे। ये हमारे नियम थे, हमारे कोई मुकदमे नहीं थे। जैसे-जैसे मुझे लोहे के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता चला, मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि अलग-अलग प्रोसेस की लागत का पता नहीं था। पिट्सबर्ग के बड़े मैन्युफैक्चरर्स से पूछताछ करने पर यह साबित हुआ, ये एक मोटा-मोटा बिज़नेस था और जब तक साल के आखिर में स्टॉक नहीं लिया जाता और खाते बैलेंस नहीं किए जाते, मैन्युफैक्चरर्स को नतीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता था। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो सोचते थे कि साल के आखिर में उनके बिजनेस में नुकसान होगा और उन्हें फ़ायदा हुआ, और इसका उल्टा भी। मुझे ऐसा लगा जैसे हम अंधेरे में सुरंग खोद रहे हों और ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने अपने पूरे कारखाने में वज़न और हिसाब किताब की ऐसी प्रणाली शुरू करने पर जोर दिया जिससे हमें पता चल सके कि हर प्रक्रिया के लिए हमारी लागत कितनी थी और ख़ासकर हर आदमी क्या कर रहा था, किसने मटेरियल बचाया, किसने बर्बाद किया और किसने सबसे अच्छे नतीजे दिए। यह हासिल करना जितना सोचा जा सकता था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल काम था। मिलों में हर मैनेजर स्वाभाविक रूप से नई प्रणाली के खिलाफ था। एक सटीक प्रणाली मिलने में कई साल लग गए, लेकिन आखिरकार
कई क्लर्कों की मदद से और मिल में अलग-अलग जगहों पर वज़न करने वाली मशीनों को लगाने से हमें न केवल यह पता चलने लगा कि हर विभाग क्या कर रहा है, बल्कि भट्टियों में काम करने वाले कई लोगों में से हर एक क्या कर रहा था और इस तरह एक की तुलना दूसरे से करने लगे। मैन्युफैक्चरिंग में सफलता के मुख्य स्रोतों में से एक है हिसाब किताब की एक सही प्रणाली को शुरू करना और सख्ती से बनाए रखना, ताकि पैसे या मटेरियल की जिम्मेदारी हर आदमी पर डाली जा सके। मालिक जो ऑफिस में एक क्लर्क पर $5 का भी भरोसा नहीं करते थे, बिना उस पर नजर रखे वे मिलों में लोगों को रोजाना टन मटेरियल दे रहे थे, बिना यह हिसाब लिए कि हर कोई तैयार माल के रूप में कितना लौटा रहा है। सीमेंस गैस फर्नेस का इस्तेमाल ग्रेट ब्रिटेन में स्टील और लोहे को गर्म करने के लिए कुछ हद तक किया गया था, लेकिन इसे बहुत महंगा माना जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिट्सबर्ग के निर्माताओं में पुराने लोगों ने इन नई नई भट्टियों पर हमारे द्वारा किए जा रहे फालतू खर्च के बारे में क्या आलोचनाएं की थी। लेकिन बड़ी मात्रा में मटेरियल को गर्म करने में कभी कभी नई भट्टियों का इस्तेमाल करके लगभग आधा नुकसान बचाया जा सकता था। खर्च सही ठहराया जाता, भले ही वह दोगुना हो गया होता। फिर भी इस नई शुरुआत में हमारा अनुसरण करने में कई साल लग गए, और उन कुछ सालों में मुनाफे का मार्जिन इतना कम था कि इसका ज़्यादातर हिस्सा बेहतर भट्टियों को अपनाने से हुई बचत से पूरा किया गया था। हमारी हिसाब किताब की सख्त प्रणाली ने हमें लोहे की बड़ी मात्रा को गर्म करने में होने वाले बड़े नुकसान का पता लगाने में मदद की। इस सुधार ने हमें एक क्लर्क, विलियम बोनट्रैगर, जो मिस्टर क्लोमन के दूर के रिश्तेदार थे और जर्मनी से आए थे, के रूप में एक मूल्यवान आदमी दिखाया। एक दिन उसने हमें एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिखाकर हैरान कर दिया, जिसमें एक खास समय के नतीजे दिखाए गए थे जो अविश्वसनीय लग रहे थे। इस स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए ज़रूरी सारा काम उसने रात में बिना पूछे और हमारी जानकारी के बिना किया था। जो तरीका अपनाया गया था वह बिल्कुल अनोखा था। कहने की ज़रूरत नहीं, विलियम जल्द ही काम का सुपरिटेंडेंट बन गया और बाद में पार्टनर, और वह गरीब जर्मन लड़का करोड़पति बनकर मरा। वह अपनी दौलत का हकदार था। यह 1862 की बात है, जब पेंसिल्वेनिया के बड़े तेल के कुओं ने ध्यान खींचा। मेरे दोस्त मिस्टर विलियम कोलमैन, जिनकी बेटी बाद में मेरी भाभी बनी, इस खोज में बहुत दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने जिद की कि मैं उनके साथ तेल के इलाकों की यात्रा पर जाऊं। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा थी। तेल के खेतों में लोगों की भीड़ लग गई थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सभी के लिए रहने की जगह मिलना मुश्किल था। हालांकि जो लोग वहां आए थे, उनके लिए यह कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। कुछ ही घंटों में एक झोपड़ी बना ली जाती थी, और यह हैरानी की बात थी कि वे कितने कम समय में अपने आसपास जिंदगी की कई सुविधाओं का इंतजाम कर लेते थे। वे औसत से ऊपर के लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी पैसे बचाए थे और किस्मत की तलाश में कुछ जोखिम उठाने में सक्षम थे। जिस बात ने मुझे हैरान किया वह था हर जगह फैला अच्छा माहौल। यह एक बहुत बड़ी पिकनिक थी जिसमें मज़ेदार घटनाएं हो रही थीं। हर कोई बहुत खुश था। माना जा रहा था कि दौलत पहुंच के अंदर है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। डेरिक के ऊपर झंडे फहरा रहे थे जिन पर अजीब नारे लिखे थे। मुझे याद है कि मैं नदी की तरफ देख रहा था और दो आदमियों को अपने पैडल चलाते हुए नदी के किनारे तेल के लिए खुदाई करते देखा, और उनके झंडे पर लिखा था नर्क या चीन। वे नीचे जा रहे थे, चाहे कितनी भी गहराई तक जाना पड़े। अमेरिकी लोगों की अनुकूलन क्षमता इस इलाके में सबसे अच्छे से दिखाई दी। जल्द ही अराजकता से व्यवस्था बन गई। जब हम कुछ समय बाद उस जगह गए तो हमारा स्वागत एक ब्रास बैंड ने किया, जिसके बजाने वाले नदी के किनारे रहने वाले नए लोग थे। ये शर्त लगाना सुरक्षित होगा कि 1000 अमेरिकी किसी नई जमीन पर जाकर खुद को संगठित कर लेंगे, स्कूल, चर्च, अखबार और ब्रास बैंड बना लेंगे। संक्षेप में, वे खुद को सभ्यता के सभी साधनों से लैस कर लेंगे और अपना देश विकसित करने में आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले कि उतने ही ब्रिटिश यह पता लगा पाते कि उनमें से वंशानुगत पद में सबसे ऊंचा कौन है, और
अपने दादाजी के कारण नेतृत्व का सबसे अच्छा दावा किसका है? अमेरिकियों के बीच केवल एक ही नियम है, औजार उसी को मिलेंगे जो उनका इस्तेमाल कर सकता है। आज ऑर्नेल क्रीक कई हजार निवासियों का एक शहर है, जैसा कि क्रीक के दूसरे छोर पर टाइटसविले भी है। ये जिला, जिसने हर मौसम में कुछ बैरल टेल देना शुरू किया था, जिसे सेनेका भारतीयों द्वारा क्रीक की सतह से कंबल से इकट्ठा किया जाता था। अब इसमें कई शहर और रिफाइनरियां हैं, लाखों डॉलर की पूंजी के साथ। उन शुरुआती दिनों में सभी इंतजाम बहुत ही कच्चे थे। जब तेल मिलता था तो उसे सपाट पेंदे वाली नावों में डाला जाता था, जो बुरी तरह लीक करती थी। नावों में पानी भर जाता था और तेल नदी में बह जाता था। खाड़ी को कई जगहों पर बांधा गया था और एक तय दिन और समय पर बांध खोले जाते थे और बाढ़ के साथ तेल वाली नावें एलेघेनी नदी तक तैरती हुई जाती थीं और वहां से पिट्सबर्ग तक। इस तरह न केवल खाड़ी बल्कि एलेघेनी नदी भी सचमुच तेल से ढक गई थी। पिट्सबर्ग तक ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले नुकसान का अनुमान कुल मात्रा का एक तिहाई लगाया गया था और तेल वाली नावें शुरू होने से पहले यह कहना सुरक्षित है कि एक और तिहाई लीकेज से बर्बाद हो गया था। शुरुआती दिनों में भारतीयों द्वारा इकट्ठा किया गया तेल पिट्सबर्ग में बोतलों में भरकर दवा के रूप में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। एक छोटी शीशी के लिए $1। इसे गठिया की बीमारी के पक्के इलाज के रूप में जाना जाता था। जैसे जैसे यह बहुतायत में और सस्ता होता गया, इसके गुण खत्म हो गए। हम इंसान कितने मूर्ख हैं। सबसे मशहूर कुएं स्टोरे फार्म पर थे। इन पर हमें $40,000 में खरीदने का ऑप्शन मिला। हमने उन्हें खरीद लिया। मिस्टर कोलमैन, जो हमेशा सुझाव देने के लिए तैयार रहते थे, ने एक ऐसा तालाब खोदकर तेल की झील बनाने का प्रस्ताव दिया जो 1 लाख बैरल तेल रख सके। बर्बादी को हर दिन तेल की धाराओं को उसमें डालकर पूरा किया जाएगा और इसे उस दिन के लिए रखना था जब, जैसा कि हम तब उम्मीद कर रहे थे, तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। इस पर तुरंत काम किया गया, लेकिन अपेक्षित दिन, जो अभी तक नहीं आया है, का इंतजार करते हुए कई हजार बैरल तेल खोने के बाद हमने रिजर्व को छोड़ दिया। कोलमैन ने भविष्यवाणी की थी कि जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो तेल $10 प्रति बैरल मिलेगा और इसलिए हमारे पास झील में $10 लाख का तेल होगा। हमने तब प्रकृति के भंडार के बारे में नहीं सोचा था, जो अभी भी बिना किसी कमी के हर दिन कई हजार बैरल तेल दे रहा है। यह $40,000 का निवेश हमारे लिए अब तक का सबसे अच्छा साबित हुआ। इससे होने वाली कमाई सबसे सही समय पर आई। 22 पिट्सबर्ग में नई मिल की बिल्डिंग बनाने के लिए न सिर्फ हमें जितना भी कैपिटल हम इकट्ठा कर सकते थे उसकी ज़रूरत थी, बल्कि हमारे क्रेडिट का इस्तेमाल भी करना पड़ा, जो मुझे पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि जवान लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था। इस तेल के वेंचर में दिलचस्पी होने के बाद मैंने उस जिले में कई बार यात्राएं की और 1864 में ओहियो के एक तेल क्षेत्र में भी गया, जहां एक बड़ा कुआं मिला था जिससे एक खास क्वालिटी का तेल निकलता था, जो लुब्रिकेटिंग के कामों के लिए बहुत अच्छा था। मिस्टर कोलमैन और मिस्टर डेविड रिची के साथ मेरी वहाँ की यात्रा मेरे जीवन के सबसे अजीब अनुभवों में से एक थी। हम पिट्सबर्ग से कुछ 100 मील दूर रेलवे लाइन से उतरे और एक कम आबादी वाले इलाके से होते हुए डक क्रीक के पानी तक पहुंचे ताकि उस बड़े कुएं को देख सकें। हमने वहां से निकलने से पहले उसे खरीद लिया। हमारी वापसी पर ही रोमांच शुरू हुआ। हमारी यात्रा के दौरान मौसम अच्छा था और सड़कें भी चलने लायक थीं, लेकिन हमारे रुकने के दौरान बारिश शुरू हो गई थी। हम अपनी वैगन में वापस चले, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुश्किलों में फंस गए। सड़क नरम, चिपचिपी कीचड़ का ढेर बन गई थी और हमारी वैगन बहुत मुश्किल से चल रही थी। बारिश जोरों से हो रही थी और जल्द ही यह साफ हो गया कि हमें रात यहीं बितानी पड़ेगी। मिस्टर कोलमैन वैगन के एक तरफ पूरी लंबाई में लेटे थे और मिस्टर रिची दूसरी तरफ, और मैं, जो उस समय बहुत पतला था, जिसका वजन 100 पाउंड से ज्यादा नहीं था, उन दो मोटे सज्जनों के बीच सैंडविच की तरह फंस गया था। हर थोड़ी देर में वैगन कुछ फीट आगे बढ़ती, सबसे अजीब तरीके से ऊपर नीचे होती और आखिरकार फंस जाती। इसी तरह हमने रात बिताई। वैगन के सामने एक सीट थी जिसके नीचे हमने अपने सिर रखे
और हमारी हालत के बावजूद रात जोरदार हंसी मजाक में बीती। अगली रात तक हम सबसे बुरी हालत में एक छोटे से शहर में पहुंचने में कामयाब हो गए। हमने शहर के छोटे से लकड़ी के चर्च को जलते हुए देखा और घंटी बजने की आवाज़ सुनी। हम अभी अपने सराय में पहुंचे ही थे कि एक कमेटी आई और बताया कि वे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और मंडली इकट्ठा हो गई थी। ऐसा लगता है कि एक जाने माने उपदेशक के आने की उम्मीद थी, जो निस्संदेह हमारी तरह ही देर हो गए थे। मुझे गैर हाजिर मंत्री समझ लिया गया और पूछा गया कि मैं कितनी जल्दी उनके साथ मीटिंग हाउस जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं अपने साथियों के साथ मजाक करने के लिए लगभग तैयार था। हम मज़े के मूड में थे, लेकिन मैंने पाया कि मैं थकान से इतना थका हुआ था कि ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं पहले कभी इतनी नज़दीक किसी उपदेश मंच पर नहीं पहुंचा था। मेरे निवेशों को अब मेरे व्यक्तिगत ध्यान की इतनी ज़रूरत पड़ने लगी थी कि मैंने रेलवे कंपनी की नौकरी छोड़ने और खुद को पूरी तरह से अपने मामलों में समर्पित करने का फैसला किया। इस फैसले से कुछ समय पहले राष्ट्रपति थॉमसन ने मुझे फिलाडेल्फिया बुलाया था, जिससे मुझे सम्मानित महसूस हुआ। वह मुझे मिस्टर मिस्टर लुईस के तहत अल्टूना में मुख्यालय के साथ सहायक जनरल सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रमोट करना चाहते थे। मैंने मना कर दिया और उन्हें बताया कि मैंने रेलवे सेवा पूरी तरह से छोड़ने का फैसला कर लिया है, कि मैं दौलत कमाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और मुझे रेलवे कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी भी सैलरी पर ईमानदारी से ऐसा करने का कोई तरीका नज़र नहीं आता, और मैं इसे गलत तरीके से नहीं करूँगा। जब मैं रात को सोता था तो मैं सभी अदालतों में सबसे बड़ी अदालत, यानी अपने अंदर के जज से मंजूरी का फैसला पाने वाला था। मैंने यह बात राष्ट्रपति थॉमसन को अपने विदाई पत्र में दोहराई, जिन्होंने अपने जवाब में मुझे इस पर गर्मजोशी से बधाई दी। मैंने 28 मार्च 1865 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रेलवे के लोगों से एक सोने की घड़ी मिली। इसे और मिस्टर थॉमसन के पत्र को मैं अपनी सबसे कीमती यादों में संभाल कर रखता हूँ। डिवीजन के लोगों को निम्नलिखित पत्र लिखा गया था। पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी, सुपरिटेंडेंट का कार्यालय, पिट्सबर्ग डिवीजन, पिट्सबर्ग, 28 मार्च 1865। पिट्सबर्ग डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों को, महोदय, मैं आपके साथ अपने संबंध को बिना बिछड़ने के गहरे दुख को व्यक्त किए खत्म नहीं होने दे सकता। 12 साल के सुखद मेलजोल ने उन लोगों के लिए व्यक्तिगत सम्मान की भावनाएं पैदा की हैं, जिन्होंने कंपनी की सेवा में मेरे साथ इतनी ईमानदारी से काम किया है। आने वाला बदलाव दुखद है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप मैं भविष्य में अतीत की तरह आपके और विभिन्न विभागों के कई अन्य लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं रह पाऊंगा, जो व्यावसायिक मेलजोल के माध्यम से मेरे व्यक्तिगत मित्र बन गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हालांकि हमारे बीच अब तक के आधिकारिक संबंध जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, मैं उन लोगों के कल्याण में सबसे अधिक रुचि महसूस करने और दिखाने में कभी असफल नहीं होऊंगा, जो पिछले समय में पिट्सबर्ग डिवीजन से जुड़े रहे हैं और जो, मुझे विश्वास है, आने वाले कई वर्षों तक पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी की सफलता में योगदान देंगे और इसकी सही हकदार समृद्ध में हिस्सा लेंगे। मेरे प्रति दिखाई गई निरंतर दयालुता के लिए, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर समय किए गए आपके उत्साही प्रयासों के लिए और मेरे उत्तराधिकारी के लिए आपके हाथों से इसी तरह के समर्थन की कामना करते हुए मैं आप सभी को विदा कहता हूँ। बहुत सम्मानपूर्वक, हस्ताक्षर एंड्रयू कार्नेगी। उसके बाद मैंने कभी वेतन के लिए काम नहीं किया। एक आदमी को स्वाभाविक रूप से एक संकीर्ण क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जो दूसरों के इशारों पर चलता है। भले ही वह एक बड़ी निगम का अध्यक्ष बन जाए, वह शायद ही अपना मालिक होता है जब तक कि उसके पास स्टॉक का नियंत्रण न हो। सबसे सक्षम अध्यक्ष भी निदेशक मंडलों और शेयर धारकों द्वारा बाधित होते हैं, जिन्हें व्यवसाय के बारे में बहुत कम पता होता है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में वे लोग हैं जिनके साथ मैंने पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी की सेवा में काम किया था। वर्ष 1867 में श्री फिप्स, श्री जे.डब्ल्यू. वेंडवोर्ट और मैंने यूरोप का दौरा किया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बड़े पैमाने पर यात्रा की और
महाद्वीप का दौरा किया। वैंडी मेरा सबसे करीबी साथी बन गया था। हम दोनों बेयर टेलर की व्यूज ऑफ फूड पढ़कर प्रेरित हुए थे। यह तेल के उत्साह के दिन थे और शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। एक रविवार को घास में लेटे हुए मैंने वैंडी से कहा, अगर तुम $3000 कमा सकते हो तो क्या तुम मेरे साथ यूरोप की यात्रा पर खर्च करोगे? क्या बत्तख तैरेगी या आयरिशमैन आलू खाएगा? उसका जवाब था, कुछ $100 के इन्वेस्टमेंट से जल्द ही तेल के स्टॉक में अच्छी रकम बन गई जो वैंडी ने बचाए थे। ये हमारी यात्रा की शुरुआत थी। हमने अपने पार्टनर हैरी फिप्स से, जो उस समय तक काफ़ी पूंजीपति बन गए थे, पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। हमने यूरोप की ज़्यादातर राजधानियों का दौरा किया और जवानी के पूरे जोश में हर मीनार पर चढ़े, पहाड़ों की चोटियों पर सोए और अपना सामान अपनी पीठ पर बैग में लेकर चले। हमने अपनी यात्रा वेसुवियस पर ख़त्म की, जहां हमने तय किया कि किसी दिन हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। यूरोप की यह यात्रा बहुत शिक्षाप्रद साबित हुई। इस समय तक मुझे पेंटिंग या मूर्तिकला के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जल्द ही मैं महान चित्रकारों की कृतियों को क्लासिफाई करने लगा। हो सकता है कि उस समय कोई महान कलाकृतियों को देखने से मिलने वाले फायदे को ठीक से न समझ पाए, लेकिन अमेरिका लौटने पर वह खुद को अनजाने में उन चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए पाएगा जो पहले सच में सुंदर लगती थी, और अपने सामने आने वाली रचनाओं को एक नए स्टैंडर्ड से जज करेगा। जो सच में महान है, उसने उस पर इतना गहरा असर डाला है कि जो झूठा या दिखावटी है, वह अब आकर्षक नहीं लगता। यूरोप की मेरी यात्रा ने मुझे संगीत के क्षेत्र में भी पहला शानदार अनुभव दिया। उस समय लंदन के क्रिस्टल पैलेस में हैंडल की जयंती मनाई जा रही थी, और मैंने उस समय तक और न ही उसके बाद कभी संगीत की शक्ति और महिमा को इतने ऊंचे दर्जे पर महसूस किया था। मैंने क्रिस्टल पैलेस में जो सुना और बाद में महाद्वीप पर कैथेड्रल और ओपेरा में जो सुना, उससे निश्चित रूप से संगीत के प्रति मेरी समझ बढ़ी। रोम में पोप के गायक दल और क्रिसमस और ईस्टर पर चर्चों में होने वाले समारोहों ने मानो पूरी यात्रा को एक शानदार चरम पर पहुंचा दिया। यूरोप की ये यात्राएं व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी थीं। महान गणतंत्र की हलचल से बाहर निकलकर ही उसकी गति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। मुझे लगा कि हमारे जैसा मैन्युफैक्चरिंग संस्थान अमेरिकी लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से शायद ही तेज़ी से विकास कर पाएगा, लेकिन विदेश में कुछ भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। अगर हम यूरोप की कुछ राजधानियों को छोड़ दें, तो महाद्वीप पर सब कुछ लगभग रुका हुआ लग रहा था, जबकि गणतंत्र अपने पूरे विस्तार में ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था जैसा कि कहानी की किताबों में चित्रित बाबेल के टॉवर पर रहा होगा। सैकड़ों लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर कोई अपने पड़ोसी से ज्यादा सक्रिय था, और सभी एक विशाल इमारत के निर्माण में लगे हुए थे। यह चचेरे भाई डोड, श्री जॉर्ज लॉडर, थे जिनके कारण हमें अपने मिल संचालन में एक नए विकास का श्रेय मिला, जो अमेरिका में अपनी तरह का पहला था। वही थे जो हमारे श्री कोलमैन को इंग्लैंड के विघ्न ले गए और कोयला खदानों से निकलने वाले कचरे को धोने और कोक बनाने की प्रक्रिया समझाई। श्री कोलमैन लगातार हमें बता रहे थे कि हमारे खदानों में जो कचरा फेंका जा रहा था, उसे इस्तेमाल करना कितना शानदार होगा, और जिसे निपटाने में वास्तव में खर्च आता था। हमारे चचेरे भाई डोड एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में लॉर्ड केल्विन के तहत शिक्षा प्राप्त की थी, और चूंकि उन्होंने श्री कोलमैन द्वारा बताई गई सभी बातों की पुष्टि की, इसलिए दिसंबर 1871 में मैंने पेंसिल्वेनिया रेलमार्ग की लाइन के साथ कारखाने बनाने के लिए पूंजी लगाने का बीड़ा उठाया। लीडिंग कोयला कंपनियों के साथ उनके कचरे के लिए और रेलवे कंपनियों के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए गए, और मिस्टर लॉडर जो पिट्सबर्ग आए और सालों तक पूरे ऑपरेशन की देखरेख की, उन्होंने अमेरिका में पहली कोयला धुलाई मशीनरी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उन्होंने इसमें सफलता हासिल की। उन्होंने अपने हाथ में लिए गए किसी भी माइनिंग या मैकेनिकल ऑपरेशन में कभी फेल नहीं हुए, और उन्होंने जल्द ही काम की लागत वसूल कर ली। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बाद में मेरे पार्टनर हमारी जनरल फर्म में कोक वर्क्स को शामिल करना चाहते थे, और इस तरह न केवल इन्हें बल्कि लॉडर को भी हासिल करना चाहते थे। डोड ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी।
ओवन को समय-समय पर बढ़ाया गया जब तक कि हमारे पास 500 ओवन नहीं हो गए, जो रोज़ाना लगभग 1500 टन कोयले की धुलाई करते थे। मैं मानता हूँ कि मैं लैरिमर स्टेशन पर इन कोयले के ओवन के पास से गुज़रते हुए कभी भी ऐसा महसूस किए बिना नहीं रह पाता कि अगर वह व्यक्ति जो जहाँ पहले एक घास उगती थी, वहाँ 2 घास उगाता है, वो एक पब्लिक बेनिफैक्टर है और जाति पर एहसान करता है। तो जो लोग ऐसे मटीरियल से बेहतर कोक बनाते हैं जिसे पिछले सभी सालों में बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, उनके पास खुद को बधाई देने का बहुत बड़ा कारण है। कुछ नहीं से कुछ बनाना बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे महाद्वीप पर ऐसा करने वाली हम पहली फ़र्म हैं। हमारे पास एक और कीमती पार्टनर था जो मेरा दूसरा चचेरा भाई था, जो डनफर्मलाइन के कज़िन मॉरिसन का बेटा था। एक दिन दुकानों से गुज़रते हुए सुपरिटेंडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ है जो एक असाधारण मैकेनिक साबित हो रहा है। मैंने नेगेटिव में जवाब दिया और पूछा कि क्या मैं रास्ते में उससे बात कर सकता हूँ? हम मिले। मैंने उसका नाम पूछा। मॉरिसन जवाब था, रॉबर्ट का बेटा, मेरा कज़िन बॉब। तो तुम यहाँ कैसे आए? मुझे लगा कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, उसने कहा। तुम्हारे साथ कौन है? मेरी पत्नी, जवाब था। तुम पहले अपने रिश्तेदार से मिलने क्यों नहीं आए जो तुम्हें यहाँ इंट्रोड्यूस करवा सकता था? ठीक है, मुझे नहीं लगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, अगर मुझे सिर्फ एक मौका मिले। वहाँ सच्चे मॉरिसन की बात थी, जिसे खुद पर निर्भर रहना सिखाया गया था और ल्यूसिफर की तरह आज़ाद। कुछ ही समय बाद मुझे ड्यूक्वेन में हमारे नए खरीदे गए कारखानों के सुपरिटेंडेंसी में उनके प्रमोशन के बारे में पता चला और उस पद से वह लगातार ऊपर बढ़ते गए। आज वे एक सफल लेकिन फिर भी समझदार करोड़पति हैं। हम सभी टॉम मॉरिसन पर गर्व करते हैं। कल उनसे मिला एक नोट श्रीमती कार्नेगी और मुझे कार्नेगी इंस्टीट्यूट के सालाना समारोह में कुछ दिनों की हमारी आने वाली यात्रा के दौरान उनके मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करता है। मैं हमेशा सलाह देता था कि हमारे लोहे के कारखानों का विस्तार किया जाना चाहिए और लोहे और स्टील के निर्माण के संबंध में नए विकास किए जाने चाहिए, जिसे मैंने देखा कि वह अभी अपनी शुरुआती अवस्था में था। विदेशी आयात पर टैरिफ के संबंध में अमेरिका की कार्रवाई से इसके भविष्य के विकास की सभी आशंकाएं दूर हो गईं। मेरे मन में यह साफ था कि गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिकी लोगों ने अपने आप में एक राष्ट्र बनाने का पक्का इरादा कर लिया था, जो अपनी सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी चीज़ों में यूरोप से स्वतंत्र हो। अमेरिका को हर तरह का स्टील और ज़रूरत का ज़्यादातर लोहा आयात करना पड़ता था, जिसमें ब्रिटेन मुख्य विक्रेता था। लोगों ने घरेलू आपूर्ति की मांग की और कांग्रेस ने निर्माताओं को स्टील रेल पर 28% एड वैलोरम का टैरिफ दिया। तब टैरिफ लगभग $28 प्रति टन के बराबर था। रेल लगभग $100 प्रति टन बिक रही थी और अन्य दरें उसी अनुपात में थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण के विकास में संरक्षण ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। गृह युद्ध से पहले यह एक पार्टी का सवाल था। दक्षिण मुक्त व्यापार के पक्ष में था और टैरिफ को केवल उत्तर के लिए फायदेमंद मानता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉन्फेडरेसी के प्रति दिखाई गई सहानुभूति, जिसका नतीजा अलबामा और अन्य प्राइवेटियर का अमेरिकी वाणिज्य पर हमला करने के लिए भाग जाना था, ने उस सरकार के खिलाफ दुश्मनी पैदा कर दी। इसके बावजूद कि उसके आम लोगों का बहुमत संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में था, टैरिफ अब पार्टी का सवाल नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय नीति बन गई, जिसे दोनों पार्टियों ने मंजूरी दी। महत्वपूर्ण संसाधनों का विकास करना एक देशभक्ति का कर्तव्य बन गया था। कांग्रेस में 90 से कम उत्तरी डेमोक्रेट, जिसमें हाउस के स्पीकर भी शामिल थे, इस बात पर सहमत थे। पूंजी ने अब विनिर्माण में निवेश करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि राष्ट्र जब तक जरूरी होगा, उसकी रक्षा करेगा। युद्ध के कई साल बाद टैरिफ कम करने की मांगें उठीं और मुझे भी इस विवाद में घसीटा गया। अक्सर यह आरोप लगाया जाता था कि मैन्युफैक्चरर्स द्वारा कांग्रेसियों को रिश्वत देना आम बात थी। जहां तक मुझे पता है, इसका कोई आधार नहीं था। निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरर्स ने आयरन एंड स्टील एसोसिएशन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी रकम से ज़्यादा कोई रकम नहीं जुटाई, जो हर साल कुछ हजार डॉलर का मामला था। हालांकि जब मुद्दा प्रोटेक्शन बनाम फ्री ट्रेड का होता था, तो वे अभियान के लिए खुलकर चंदा देते थे।
स्टील पर ड्यूटी धीरे धीरे कम की गई, मेरे पूरे समर्थन से, जब तक कि रेल पर $28 की ड्यूटी घटकर सिर्फ एक चौथाई या $7 प्रति टन नहीं हो गई। आज 1911 ड्यूटी सिर्फ उसकी आधी है, और वह भी अगले संशोधन में खत्म हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति क्लीवलैंड का एक ज्यादा सख्त नया टैरिफ पास करने का प्रयास दिलचस्प था। इसने कई जगहों पर बहुत ज्यादा कटौती की, और इसके पास होने से एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होता। मुझे वॉशिंगटन बुलाया गया, और मैंने विल्सन बिल को बदलने और, जैसा कि मुझे लगता है, बेहतर बनाने की कोशिश की। सीनेटर गोरमैन, सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता, न्यूयॉर्क के गवर्नर फ्लावर, और कई सबसे काबिल डेमोक्रेट मेरी तरह ही संयम में अच्छे प्रोटेक्शनिस्ट थे। इनमें से कई विल्सन बिल का विरोध करने के लिए तैयार थे, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से सख्त था और निश्चित रूप से हमारे कुछ घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाता। सीनेटर गोरमैन ने मुझसे कहा कि वह मेरी तरह ही किसी भी घरेलू उत्पादक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और उन्हें लगता था कि उनके सहयोगियों को मुझ पर भरोसा है और वे लोहे और स्टील की दरों के बारे में मेरे मार्गदर्शन का पालन करेंगे, बशर्ते कि बड़ी कटौती की जाए। और रिपब्लिकन सीनेटर उस तरह के बिल के लिए एकजुट होकर खड़े हों। मुझे उनके शब्द याद हैं, मैं राष्ट्रपति से लड़ने और उन्हें हराने का जोखिम उठा सकता हूं, लेकिन मैं उनसे लड़ने और हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। गवर्नर फ्लावर भी इन विचारों से सहमत थे। हमारी पार्टी को मेरे प्रस्तावित बड़ी कटौतियों पर सहमत कराने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। विल्सन गोरमैन टैरिफ बिल पास हो गया। बाद में सीनेटर गोरमैन से मिलने पर उन्होंने समझाया कि उन्हें कई दक्षिणी सीनेटरों को सुरक्षित करने के लिए कॉटन टाई पर समझौता करना पड़ा। कॉटन टाई को फ्री करना पड़ा, तो टैरिफ कानून ऐसे ही चलता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में इतना प्रमुख नहीं था कि युद्ध के तुरंत बाद टैरिफ स्थापित करने में हिस्सा ले सकूं, इसलिए ऐसा हुआ कि मेरा हिस्सा हमेशा ड्यूटी कम करने के पक्ष में रहा है, चरमपंथियों का विरोध करते हुए। वे अनुचित प्रोटेक्शनिस्ट जो मानते हैं कि ड्यूटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा और किसी भी कटौती के खिलाफ बोलते हैं, और दूसरे चरमपंथी जो सभी ड्यूटी की निंदा करते हैं और बिना किसी रोक टोक के मुक्त व्यापार अपनाना चाहते हैं। अब हम 1907 स्टील और लोहे पर सभी ड्यूटी खत्म कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि ये ड्यूटी शुरुआत में बहुत ज़रूरी थी। यूरोप में ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए अगर यहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वहाँ से सिर्फ थोड़ी मात्रा ही मंगाई जा सकती है, और ऐसे यूरोप में कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी, जिससे हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फ्री ट्रेड सिर्फ अब कुछ समय के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा कीमतों को रोकने में मदद करेगा। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी घरेलू लोहा और स्टील बनाने वालों को, फ्री ट्रेड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूयॉर्क मुख्यालय के रूप में हमारा बिजनेस लगातार बढ़ रहा था, और इसके लिए मुझे अक्सर पूरब की यात्रा करनी पड़ती थी, खासकर न्यूयॉर्क की, जो ब्रिटेन के लिए लंदन जैसा है। अमेरिका के सभी सच में महत्वपूर्ण उद्यमों का मुख्यालय है। कोई भी बड़ा बिजनेस वहाँ प्रतिनिधित्व के बिना ठीक से नहीं चल सकता था। मेरे भाई और मिस्टर फिप्स को पिट्सबर्ग में बिजनेस की पूरी जानकारी थी। मेरा काम कंपनियों की सामान्य पॉलिसी को निर्देशित करना और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत करना था। मेरे भाई की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मिस लूसी कोलमैन से शादी की, जो हमारे सबसे मूल्यवान पार्टनर और दोस्तों में से एक की बेटी थी। होमवुड में हमारा पारिवारिक निवास उन्हें दे दिया गया, और मुझे एक बार फिर पुराने संबंधों को तोड़कर 1867 में पिट्सबर्ग छोड़कर न्यूयॉर्क में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बदलाव मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मेरी माँ के लिए और भी मुश्किल। लेकिन वह अभी भी अपनी जवानी में थी, और जब तक हम साथ थे हम कहीं भी खुश रह सकते थे। फिर भी उन्हें अपना घर छोड़ने का बहुत दुख हुआ। हम न्यूयॉर्क में बिल्कुल अजनबी थे, और शुरू में हमने सेंट निकोलस होटल में अपना ठिकाना बनाया, जो उस समय अपनी शान पर था। मैंने ब्रॉड स्ट्रीट में एक ऑफिस खोला। कुछ समय तक न्यूयॉर्क आने वाले पिट्सबर्ग के दोस्त ही हमारी खुशी का मुख्य स्रोत थे, और पिट्सबर्ग के अखबार हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी लगते थे। मैं वहाँ अक्सर जाता था, और मेरी माँ भी अक्सर मेरे साथ जाती थी।
ताकि पुराने घर से हमारा रिश्ता बना रहे। लेकिन कुछ समय बाद नई दोस्ती बनी और नई रुचियाँ जागीं और न्यूयॉर्क को घर कहा जाने लगा। जब सेंट निकोलस के मालिकों ने अपटाउन में विंडसर होटल खोला, तो हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया और 1887 तक वही हमारा न्यूयॉर्क का घर था। मालिक मिस्टर हॉक हमारे मूल्यवान दोस्तों में से एक बन गए और उनके भतीजे और हम नाम आज भी वैसे ही हैं। न्यूयॉर्क में जिन शैक्षिक प्रभावों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, उनमें से कोई भी मिस्टर और मिसेस कोटलैंड पामर द्वारा स्थापित 19th सेंचुरी क्लब से ऊपर नहीं है। क्लब हर महीने उनके घर पर विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए मिलता था और जल्द ही इसने कई काबिल पुरुषों और महिलाओं को आकर्षित किया। यह मैडम बोटा की वजह से ही था कि मुझे मेंबरशिप के लिए चुना गया। एक असाधारण महिला प्रोफेसर बोटा की पत्नी, जिनका ड्राइंग रूम शहर के किसी भी दूसरे सैलून से ज़्यादा एक सैलून जैसा था। अगर सच कहूँ तो उस समय शायद वही एकमात्र ऐसा था जो सैलून जैसा था। एक दिन मुझे बोटा के यहाँ डिनर पर बुलाकर सम्मानित किया गया और वहाँ मैं पहली बार कई जाने-माने लोगों से मिला, जिनमें से एक मेरे जीवन भर के दोस्त और समझदार सलाहकार बने, एंड्रयू डी व्हाइट, जो उस समय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, बाद में रूस और जर्मनी में राजदूत बने और हेग कॉन्फ्रेंस में हमारे मुख्य प्रतिनिधि थे। यहाँ नवासी सेंचुरी क्लब में सच में एक अखाड़ा था। काबिल पुरुष और महिलाएं दिन के मुख्य विषयों पर सही तरीके से चर्चा करते थे, एक के बाद एक दर्शकों को संबोधित करते थे। ये सभाएं जल्द ही एक प्राइवेट कमरे के लिए बहुत बड़ी हो गईं। मासिक बैठकें फिर अमेरिकन आर्ट गैलरीज में होने लगीं। मुझे याद है कि पहली शाम जब मैंने वक्ताओं में से एक के रूप में हिस्सा लिया, तो विषय था डॉलर का अभिजात वर्ग, कर्नल थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन पहले वक्ता थे। यह न्यूयॉर्क के दर्शकों से मेरा पहला परिचय था। उसके बाद मैं कभी-कभी बोलता रहा। ये एक बेहतरीन ट्रेनिंग थी क्योंकि हर बार बोलने के लिए पढ़ना और अध्ययन करना पड़ता था। मैं पिट्सबर्ग में इतने लंबे समय तक रहा था कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग की भावना अपना ली थी, जो सट्टेबाजी की भावना से अलग थी। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में अपनी स्थिति से प्राप्त मामलों की मेरी जानकारी ने मुझे उन कुछ पिट्सबर्ग के लोगों या फर्मों को जानने में सक्षम बनाया जो उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करते थे, और मैंने उनके करियर को गहरी दिलचस्पी से देखा। मुझे उनके ऑपरेशन सिर्फ एक तरह का जुआ लगते थे। मुझे तब नहीं पता था कि इन सभी लोगों ने या फर्मों की साख इस जानकारी से गंभीर रूप से खराब हो गई थी, जिसे छिपाना लगभग असंभव है कि वे सट्टेबाजी करते थे। लेकिन उस समय फर्म इतनी कम थी कि मैं उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकता था। पिट्सबर्ग में ओनेल और स्टॉक एक्सचेंज अभी तक स्थापित नहीं हुए थे और पूर्व के स्टॉक एक्सचेंजों से जुड़े तारों वाले ब्रोकर्स के ऑफिस अनावश्यक थे। पिट्सबर्ग जोर देकर एक मैन्युफैक्चरिंग शहर था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न्यूयॉर्क में हालात कितने अलग थे। ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन थे जिनका वॉल स्ट्रीट में कम या ज्यादा निवेश ना हो। मुझसे सभी तरफ से उन अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछताछ की जा रही थी जिनसे मैं जुड़ा हुआ था। मुझे ऐसे लोगों से ऑफर मिले जो निवेश के लिए पूंजी देने को तैयार थे और मुझे उसे मैनेज करने की इजाज़त दे रहे थे। उनका मानना था कि अंदर की जानकारी होने की वजह से मैं उनके लिए सफलतापूर्वक निवेश कर सकता हूँ। मुझे उन पार्टियों में शामिल होने के लिए इनविटेशन मिले जो चुपचाप कुछ प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल खरीदना चाहती थीं। असल में पूरा सट्टेबाजी का क्षेत्र मेरे सामने अपने सबसे आकर्षक रूप में फैला हुआ था। मैंने इन सभी लालच को ठुकरा दिया। इस तरह का सबसे खास ऑफर जो मुझे कभी मिला, वह न्यूयॉर्क जाने के कुछ समय बाद विंडसर होटल में एक सुबह मिला। जे गोल्ड, जो उस समय अपने करियर के शिखर पर थे, मेरे पास आए और कहा कि उन्होंने मेरे बारे में सुना है और वह पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी का कंट्रोल खरीद लेंगे, और अगर मैं इसके मैनेजमेंट के लिए खुद को समर्पित करने के लिए सहमत होता हूँ, तो मुझे सभी मुनाफे का आधा हिस्सा देंगे। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि हालांकि मिस्टर स्कॉट और मैं बिजनेस के मामलों में अलग हो गए थे, लेकिन मैं कभी उनके खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा।
बाद में मिस्टर स्कॉट ने मुझे बताया कि उन्होंने सुना है कि न्यूयॉर्क के लोगों ने उन्हें सफल बनाने के लिए मुझे चुना है। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इसका कभी ज़िक्र नहीं किया था। मैं उन्हें यह कहकर आश्वस्त कर पाया कि मैं जिस एकमात्र रेल रोड कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा, वह वही होगी जिसका मैं मालिक हूँ। अजीब बात है कि समय का भैया क्या-क्या बदलाव लाता है। 1900 में एक सुबह लगभग 30 साल बाद मिस्टर गोल्ड के बेटे को उनके पिता के ऑफर के बारे में बताना और उनसे कहना मेरी बारी थी। आपके पिता ने मुझे महान पेंसिल्वेनिया सिस्टम का कंट्रोल ऑफर किया था। अब मैं बदले में उनके बेटे को समुद्र से समुद्र तक एक इंटरनेशनल लाइन का कंट्रोल ऑफर करता हूँ। बेटे और मैं पहले कदम पर सहमत हुए। वह था उसकी वाबाश लाइन को पिट्सबर्ग लाना। ये हमारी स्टील कंपनी के ट्रैफिक के 1/3 हिस्से का वाबाश को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत सफलतापूर्वक किया गया। हम पिट्सबर्ग से अटलांटिक तक पूर्वी विस्तार शुरू करने वाले थे। तभी मार्च 1901 में मिस्टर मॉर्गन ने मिस्टर श्वाब के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं सच में बिजनेस से रिटायर होना चाहता हूँ। मैंने हाँ में जवाब दिया और इससे हमारे रेलवे ऑपरेशन खत्म हो गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सट्टेबाजी के लिए स्टॉक का एक भी शेयर नहीं खरीदा या बेचा, सिवाय पेंसिल्वेनिया रेल रोड शेयरों के एक छोटे से लॉट के, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था और जिसके लिए मैंने उस समय भुगतान नहीं किया था, क्योंकि बैंकरों ने इसे मेरे लिए कम दर पर रखने की पेशकश की थी। मैंने इस नियम का पालन किया है कि जो मैंने खरीदा नहीं है, उसे कभी नहीं खरीदूंगा, और जो मेरा नहीं है, उसे कभी नहीं बेचूंगा। उन शुरुआती दिनों में हालांकि मेरी कई रुचियाँ थीं जो बिजनेस के दौरान खत्म हो गईं। इनमें कुछ स्टॉक और सिक्योरिटीज़ शामिल थीं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड थीं, और मैंने पाया कि जब मैं सुबह अपना अखबार खोलता था तो मेरा मन पहले स्टॉक मार्केट के कोटेशन देखने का करता था। जैसा कि मैंने सभी बाहरी कंपनियों में अपनी सारी रुचियाँ बेचने और अपना ध्यान पिट्सबर्ग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर केंद्रित करने का फैसला किया था, मैंने आगे यह भी तय किया कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाने वाले किसी भी स्टॉक का मालिक भी नहीं बनूंगा। छोटी-मोटी रकम को छोड़कर जो मुझे अलग-अलग तरीकों से मिली, मैंने इस नियम का सख्ती से पालन किया है। ऐसा तरीका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हर आदमी और सभी प्रोफेशनल लोगों को अपनाना चाहिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले आदमी के लिए। यह नियम बहुत ज़रूरी लगेगा। उसका दिमाग शांत और आज़ाद रहना चाहिए, ताकि वह उन समस्याओं पर समझदारी से फैसला कर सके जो लगातार उसके सामने आती रहती हैं लंबे समय में। अच्छे फैसले जैसा कुछ भी काम नहीं आता, और कोई भी सही फैसला उस आदमी के पास नहीं रह सकता जिसका दिमाग स्टॉक एक्सचेंज के लगातार बदलते उतार चढ़ाव से परेशान रहता है। ये उसे नशे जैसी हालत में डाल देता है। जो नहीं है वह उसे देखता है, और जो वह देखता है वह नहीं है। वह चीज़ों के सही मूल्य का अंदाज़ा नहीं लगा पाता या चीज़ों का सही नज़रिया नहीं देख पाता। उसे छोटी सी बात पहाड़ जैसी लगती है, और पहाड़ छोटी सी बात, और वह ऐसे नतीजों पर पहुंच जाता है जहां उसे तर्क से पहुंचना चाहिए। उसका दिमाग स्टॉक कोटेशन पर होता है, न कि उन बातों पर जिनके लिए शांत सोच की जरूरत होती है। सट्टा एक परजीवी है जो मूल्यों पर पलता है, कुछ भी बनाता नहीं है। न्यूयॉर्क में बसने के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण काम केओकुक में मिसिसिपी नदी पर एक पुल बनाना था। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट श्री थॉमसन और मैंने पूरे स्ट्रक्चर, नींव, चिनवाई और ऊपरी ढांचे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और पेमेंट में बॉन्ड और स्टॉक लिए। यह काम हर मामले में शानदार सफल रहा, सिवाय आर्थिक रूप से। एक घबराहट ने कनेक्टिंग रेलवे को दिवालिया कर दिया। वे तय रकम का भुगतान नहीं कर पाए। प्रतिद्वंद्वी सिस्टम ने बर्लिंगटन में मिसिसिपी नदी पर एक पुल बनाया और मिसिसिपी के पश्चिमी किनारे पर केओकुक तक एक रेलवे लाइन बिछाई। हमें जो अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद थी, वह कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि मिस्टर थॉमसन और मैं नुकसान से बच गए, हालांकि बहुत कम मार्जिन बचा था। इस पुल का ऊपरी ढांचा पिट्सबर्ग में हमारे कीस्टोन वर्क्स में बनाया गया था। इस काम के लिए मुझे कभी कभी केओकुक जाना पड़ता था, और वहाँ मैंने कुछ होशियार और अच्छे लोगों से जान पहचान की, जिनमें जनरल ओन, श्रीमती रीड
और मिस्टर और श्रीमती लेटन शामिल थे, बाद में कुछ अंग्रेज दोस्तों के साथ। केओकुक जाने पर सुदूर पश्चिम के समाज के बारे में उन्हें जो अनुभव हुआ, जो उन्हें सभ्यता के बिल्कुल बाहरी इलाके जैसा लगा, वह आश्चर्यजनक था। एक शाम जनरल रीड द्वारा हमें दी गई एक रिसेप्शन पार्टी में ब्रिटेन के किसी भी शहर के लिए सम्मानजनक लोगों की भीड़ जमा हुई। मेहमानों में से एक से ज्यादा लोगों ने युद्ध के दौरान खुद को प्रतिष्ठित किया था और राष्ट्रीय परिषदों में प्रमुखता हासिल की थी, केओकुक पुल के निर्माण में मिली प्रतिष्ठा के कारण। सेंट लुइस में मिसिसिपी पर पुल बनाने की योजना के प्रभारी लोगों ने मुझसे संपर्क किया, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये मेरे पहले बड़े वित्तीय लेन देन से जुड़ा था। 1869 में एक दिन इस उद्यम के प्रभारी सज्जन मिस्टर मैकफरसन, वह बहुत स्कॉटिश थे, मेरे न्यूयॉर्क कार्यालय आए और कहा कि वे पुल बनाने के लिए पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानना चाहते थे कि क्या मैं कुछ पूर्वी रेल कंपनियों को इस योजना में शामिल कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट की सावधानीपूर्वक जांच के बाद मैंने कीस्टन ब्रिज वर्क्स की ओर से पुल के निर्माण का अनुबंध किया। मैंने ब्रिज कंपनी के $4 मिलियन के फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड पर भी एक विकल्प प्राप्त किया और मार्च 1969 में उनकी बिक्री पर बातचीत करने के लिए लंदन के लिए रवाना हुआ। यात्रा के दौरान मैंने एक प्रोस्पेक्टस तैयार किया, जिसे मैंने लंदन पहुंचने पर छपवाया और अपनी पिछली यात्रा के दौरान महान बैंकर जूनियस एस मॉर्गन से जान पहचान होने के कारण मैं एक सुबह उनसे मिला और बातचीत शुरू की। मैंने प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी उनके पास छोड़ दी और अगले दिन कॉल करने पर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मिस्टर मॉर्गन इस मामले को पॉजिटिव तरीके से देख रहे थे। मैंने उन्हें कुछ बॉन्ड इस ऑप्शन के साथ बेच दिए कि वे बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन जब उनके वकीलों को सलाह के लिए बुलाया गया तो बॉन्ड की भाषा में 20 बदलावों की ज़रूरत पड़ी। मिस्टर मॉर्गन ने मुझसे कहा कि चूंकि मैं स्कॉटलैंड जा रहा था, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अभी चला जाऊं। मैं सेंट लुइस में पार्टियों को लिख सकता था और पता लगा सकता था कि क्या वे प्रस्तावित बदलावों से सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते बाद मेरे लौटने पर मामला खत्म करने के लिए काफ़ी समय होगा, लेकिन मेरा मछली को इतनी देर तक खेलने देने का कोई इरादा नहीं था और मैंने उन्हें बताया कि मुझे सुबह सभी बदलावों पर सहमति का एक टेलीग्राम मिल जाएगा। अटलांटिक केबल कुछ समय से खुला था, लेकिन ये डाउटफुल है कि उसने उस दिन मेरे भेजे गए इतने लंबे प्राइवेट केबल को पहले कभी भेजा था। बॉन्ड की लाइनों को नंबर देना एक आसान काम था और फिर ध्यान से उन्हें देखकर यह बताना कि हर लाइन में कौन से बदलाव हटाना या जोड़ की ज़रूरत है। मैंने मैसेज भेजने से पहले मिस्टर मॉर्गन को दिखाया और उन्होंने कहा, ठीक है जवान आदमी, अगर तुम इसमें सफल होते हो तो तुम एक रेड मार्क के हकदार हो। जब मैं अगली सुबह ऑफिस में आया तो मुझे मिस्टर मॉर्गन के प्राइवेट ऑफिस में मेरे इस्तेमाल के लिए रखी डेस्क पर वह रंगीन लिफाफा मिला, जिसमें जवाब था। वह वहीं था, कल रात बोर्ड मीटिंग, सभी बदलाव मंजूर। अब मिस्टर मॉर्गन, मैंने कहा, हम आगे बढ़ सकते हैं, ये मानते हुए कि बॉन्ड वैसा ही है जैसा आपके वकील चाहते हैं। कागजात जल्द ही पूरे हो गए। जब मैं ऑफिस में था तो द टाइम्स के फाइनेंशियल एडिटर मिस्टर सैम्पसन आई। मैंने उनसे इंटरव्यू किया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके कुछ शब्द एक्सचेंज पर बॉन्ड की कीमत बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। अमेरिकी सिक्योरिटीज पर हाल ही में फिस्क और गोल्ड की एरी रेलवे कंपनी के संबंध में की गई कार्रवाई और न्यूयॉर्क में जजों पर उनके कंट्रोल के कारण जोरदार हमला हुआ था, जो उनके इशारों पर काम करते दिख रहे थे। मुझे पता था कि इसे एक आपत्ति के तौर पर उठाया जाएगा और इसलिए मैंने तुरंत इसका जवाब दिया। मैंने मिस्टर सैम्पसन का ध्यान इस बात पर दिलाया कि सेंट लुइस ब्रिज कंपनी का चार्टर नेशनल गवर्नमेंट से था। जरूरत पड़ने पर सीधे यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती थी, जो उनके अपने ऊंचे ट्रिब्यूनल जैसा ही था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तारीफ के काबिल बात को अहमियत देने में खुशी होगी। मैंने पुल को कॉन्टिनेंटल हाईवे पर एक टोल गेट बताया और यह बात उन्हें पसंद आई। सब कुछ साफ और आसान था और जब वह ऑफिस से निकले तो मिस्टर मॉर्गन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा,
धन्यवाद, नौजवान। तुमने आज सुबह उन बॉन्ड्स की कीमत 5% बढ़ा दी है। ठीक है, मिस्टर मॉर्गन, मैंने जवाब दिया। अब मुझे दिखाओ कि मैं तुम्हारे लिए उन्हें 5% और कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये इश्यू बहुत सफल रहा और सेंट लुइस ब्रिज के लिए पैसा मिल गया। इस सौदे में मुझे काफ़ी मुनाफा हुआ था। ये यूरोप के बैंकरों के साथ मेरा पहला वित्तीय सौदा था। मिस्टर पुलमैन ने मुझे कुछ दिन बाद बताया कि मिस्टर मॉर्गन ने एक डिनर पार्टी में टेलीग्राफिक घटना के बारे में बताया था और भविष्यवाणी की थी, उस नौजवान का नाम सुना जाएगा। मिस्टर मॉर्गन के साथ सौदा खत्म करने के बाद मैं अपने पैतृक शहर डनफर्मलाइन गया और उस समय मैंने शहर को पब्लिक बाथ का तोहफा दिया। ये मुख्य रूप से इसीलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह पहला बड़ा तोहफा था जो मैंने कभी दिया था। उससे बहुत पहले मैंने अपने चाचा लॉडर के सुझाव पर बैनोगबन के सामने स्टर्लिंग हाइट्स पे वेलेस स्मारक के लिए फंड में चंदा भेजा था। ये ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं उस समय टेलीग्राफ ऑफिस में था और $30 प्रति महीने की आमदनी में से यह काफ़ी बड़ी रकम थी, जबकि परिवार के खर्चे हमारे सामने थे। माँ को इसका कोई अफ़सोस नहीं था। इसके विपरीत उन्हें बहुत गर्व था कि उनके बेटे का नाम चंदा देने वालों की सूची में था और उनके बेटे को लगा कि वह सच में एक आदमी बनने लगा है। सालों बाद मेरी माँ और मैं स्टर्लिंग गए और वहाँ वॉलेस टॉवर में सर वॉल्टर स्कॉट की एक मूर्ति का अनावरण किया, जो उन्होंने स्मारक समिति को भेंट की थी। शुरुआती चंदे के बाद से हमने तब तक काफ़ी प्रगति कर ली थी, कम से कम आर्थिक रूप से, लेकिन वितरण अभी शुरू नहीं हुआ था। अब तक मेरे लिए ये संचय का युग था। 1867 में यूरोप महाद्वीप की यात्रा के दौरान और जो कुछ मैंने देखा, उसमें गहरी दिलचस्पी होने के बावजूद ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मन घर के मामलों पर नहीं था। अक्सर आने वाले पत्रों से मुझे व्यापारिक मामलों की जानकारी मिलती रहती थी। गृह युद्ध के कारण प्रशांत महासागर तक रेलवे संचार का सवाल सामने आया था और कांग्रेस ने एक लाइन के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। ओमाहा में पहली खुदाई अब भी अभी हुई थी और यह इरादा था कि लाइन को आखिरकार सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचाया जाएगा। एक दिन रोम में रहते हुए मुझे लगा कि यह उस समय की उम्मीद से बहुत पहले किया जा सकता है। राष्ट्र ने यह तय कर लिया था कि उसके क्षेत्र को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए और यह भरोसा किया जा सकता था कि इसे पूरा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। मैंने अपने दोस्त मिस्टर स्कॉट को लिखा, यह सुझाव देते हुए कि हमें बड़ी कैलिफोर्निया लाइन पर स्लीपिंग कार लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। उनके जवाब में ये शब्द थे, ठीक है जवान आदमी, तुम तो मौके का फायदा उठाते हो। फिर भी अमेरिका लौटने पर मैंने इस विचार पर काम किया। स्लीपिंग कार का बिजनेस जिसमें मेरी दिलचस्पी थी, इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्य मिलना असंभव था। इसी वजह से आज की पुलमैन कंपनी बनी। सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बस इतनी तेजी से पूरे इलाके को कवर नहीं कर पा रही थी और मिस्टर पुलमैन ने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे सेंटर शिकागो से शुरुआत करके जल्द ही मूल कंपनी को टक्कर दी। उन्होंने यह भी देख लिया था कि पैसिफिक रेलरोड दुनिया की सबसे बड़ी स्लीपिंग कार लाइन होगी और मैंने उन्हें उसी चीज़ के लिए काम करते हुए पाया जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी। वह सच में रास्ते में एक शेर थे। फिर से कोई एक घटना से सीख सकता है, जो मुझे खुद मिस्टर पुलमैन से पता चली कि कैसे छोटी-छोटी बातों से कभी-कभी महत्वपूर्ण मामले तय होते हैं। यूनियन पैसिफिक रेलवे के प्रेसिडेंट शिकागो से गुजर रहे थे। मिस्टर पुलमैन उनसे मिलने गए और उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया। मेज़ पर मिस्टर स्कॉट को संबोधित एक टेलीग्राम पड़ा था, जिसमें लिखा था, स्लीपिंग कारों के लिए आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मिस्टर पुलमैन ने अनजाने में इसे पढ़ लिया और इससे पहले कि वह खुद को रोक पाते, वह उसे देखे बिना नहीं रह सके, जहां वह पड़ा था। जब प्रेसिडेंट ड्यूरेंट कमरे में आए तो उन्होंने उन्हें यह समझाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि आप तब तक इस मामले पर फैसला नहीं करेंगे जब तक मैं आपको कोई प्रस्ताव न दूं। मिस्टर ड्यूरेंट ने इंतजार करने का वादा किया। इसके तुरंत बाद न्यूयॉर्क में यूनियन पैसिफिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई। मिस्टर पुलमैन और मैं दोनों मौजूद थे। दोनों उस इनाम को पाने की कोशिश कर रहे थे
जिसे न तो उन्होंने और न ही मैंने का माँगा था। एक शाम हम सेंट निकोलस होटल की चौड़ी सीढ़ियों एक पर एक ही समय पर चढ़ने लगे। हम पहले मिल चुके थे, लेकिन एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते थे। हालाँकि जब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो मैंने कहा, "गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, हम यहाँ साथ हैं और क्या हम खुद को अच्छे खासे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं?" वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे और बोले, "तुम्हारा क्या मतलब है?" मैंने उन्हें पूरी बात समझाई। हम अपने कॉम्पिटिशन वाले प्रपोज़ल से उन फ़ायदों को ही ख़त्म कर रहे थे, जिन्हें हम पाना चाहते थे। "ठीक है," उन्होंने कहा, "तो तुम इसके बारे में क्या करने का सोच रहे हो?" "एक हो जाओ," मैंने कहा। "यूनियन पैसिफिक को एक जॉइंट प्रपोज़ल दो, तुम्हारी पार्टी और मेरी, और एक कंपनी बनाओ।" "तुम इसे क्या नाम दोगे?" उन्होंने पूछा। "दी पुलमैन पैलेस कार कंपनी," मैंने जवाब दिया। ये उन्हें बिल्कुल सही लगा और मुझे भी उतना ही अच्छा लगा। "मेरे कमरे में आओ और इस बारे में बात करते हैं," उस बड़े स्लीपिंग कार वाले आदमी ने कहा। मैंने वैसा ही किया और नतीजा ये हुआ कि हमें जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हमारी कंपनी बाद में जनरल पुलमैन कंपनी में मिल गई और हमने उस कंपनी में अपने पैसिफिक इंटरेस्ट के लिए शेयर ले ली। जब तक 1873 के बाद के फाइनेंशियल संकट के दौरान हमारे आयरन और स्टील के हितों की रक्षा के लिए मुझे अपने शेयर बेचने के लिए मजबूर नहीं किया गया। मेरा मानना है कि मैं पुलमैन कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। ये आदमी पुलमैन और उसका करियर इतना पूरी तरह से अमेरिकन है कि उसके बारे में कुछ शब्द कहना गलत नहीं होगा। मिस्टर पुलमैन पहले एक काम करने वाले बढ़ई थे, लेकिन जब शिकागो को ऊंचा करना पड़ा, तो उन्होंने एक तय रकम पर घरों को हटाने या ऊंचा करने का ठेका अपने दम पर लिया। बेशक वह सफल रहे और इस छोटी सी शुरुआत से वह उस लाइन में मुख्य और सबसे जाने माने ठेकेदारों में से एक बन गए। अगर किसी बड़े होटल को उसके सैकड़ों मेहमानों को परेशान किए बिना या उसके बिजनेस में किसी भी तरह से दखल दिए बिना 10 फीट ऊंचा करना होता था, तो मिस्टर पुलमैन ही वह आदमी थे। वह उन दुर्लभ लोगों में से एक थे जो चीज़ों की दिशा देख सकते थे और हमेशा, जैसा कि कहा जाता है, मुख्य धारा में तैरते हुए पाए जाते थे जहां हलचल सबसे तेज थी। उन्होंने जल्द ही देखा, जैसा कि मैंने देखा, कि स्लीपिंग कार अमेरिकन महाद्वीप पर एक पक्की ज़रूरत थी। उन्होंने शिकागो में कुछ कारें बनाना शुरू किया और वहां केंद्रित लाइनों पर ठेके हासिल किए। पूर्वी कंपनी मिस्टर पुलमैन जैसे असाधारण आदमी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। मैंने जल्द ही यह पहचान लिया और हालांकि मूल पेटेंट पूर्वी कंपनी और खुद मिस्टर वुडरफ, जो मूल पेटेंट धारक थे, के पास थे, और हालांकि हम कई सालों की मुकदमेबाजी के बाद पेटेंट के उल्लंघन के लिए हर्जाना हासिल कर सकते थे, फिर भी ऐसा करने से पहले जो समय बर्बाद होता, वह पुलमैन को देश की महान कंपनी बनाने के लिए काफ़ी होता। इसलिए मैंने पूरी गंभीरता से वकालत की कि हमें मिस्टर पुलमैन के साथ मिल जाना चाहिए, जैसा कि मैं पहले यूनियन पैसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ मिला था। चूंकि मिस्टर पुलमैन और पूर्वी कंपनी के कुछ सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध संतोषजनक नहीं थे, इसलिए ये सबसे अच्छा समझा गया कि मैं बातचीत करूं, क्योंकि मैं दोनों पक्षों के साथ दोस्ताना संबंध में था। हम जल्द ही इस बात पर सहमत हो गए कि पुलमैन कंपनी को हमारी कंपनी सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को अपने में मिला लेना चाहिए, और इस तरह मिस्टर पुलमैन पश्चिम तक सीमित रहने के बजाय महान पेंसिल्वेनिया ट्रंक लाइन पर अटलांटिक समुद्र तट तक के अधिकारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इससे उनकी कंपनी सभी संभावित प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गई। मिस्टर पुलमैन उन सबसे काबिल लोगों में से एक थे जिन्हें मैं जानता हूं, और मैं उनका आभारी हूं, खासकर एक कहानी के लिए जिसमें एक सीख थी। मिस्टर पुलमैन को भी हर दूसरे इंसान की तरह मुश्किलें और निराशाएं थीं, और वह हर बार सफल नहीं होते थे। कोई भी नहीं होता। सच कहूं तो मैं उनके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो स्लीपिंग कार चलाने के बिजनेस से जुड़ी मुश्किलों को संतोषजनक तरीके से पार कर पाता और फिर भी कुछ अधिकार बनाए रख पाता जिनका रेलवे कंपनियों को सम्मान करना पड़ता। रेलवे कंपनियों को अब बेशक अपनी खुद की स्लीपिंग कार चलानी चाहिए। एक बार जब हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें हमेशा इस कहानी से सुकून मिलता है। पश्चिमी काउंटी में
एक बूढ़े आदमी ने जिंदगी की सभी मुश्किलों का सामना किया था, और जितनी आमतौर पर होती हैं उससे कहीं ज्यादा। और जब उसके पड़ोसी उस पर दया दिखा रहे थे तो उसने जवाब दिया, हाँ मेरे दोस्तों, तुम जो कहते हो वह सब सच है। मेरी जिंदगी बहुत लंबी और मुश्किलों से भरी रही है, लेकिन उनके बारे में एक अजीब बात है, उनमें से 90% कभी हुई ही नहीं। सच में इंसान की ज़्यादातर परेशानियाँ काल्पनिक होती हैं और उन्हें हंसी में उड़ा देना चाहिए। जब तक पुल पर न पहुंच जाओ, तब तक उसे पार करने की सोचना मूर्खता है, या जब तक शैतान से न मिलो तब तक उसे गुड मॉर्निंग कहना पूरी मूर्खता है। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक सब ठीक रहता है, और तब भी 10 में से 9 बार यह उतना बुरा नहीं होता जितना सोचा था। एक समझदार आदमी पक्का आशावादी होता है। इन अलग-अलग बातचीत में मिली सफलता ने मुझे न्यूयॉर्क में कुछ पहचान दिलाई, और मेरा अगला बड़ा काम 1871 में यूनियन पैसिफिक रेलवे के संबंध में था। उसके एक डायरेक्टर मेरे पास आए और कहा कि उन्हें किसी तरह $6 लाख, आज के कई मिलियन डॉलर के बराबर की रकम इकट्ठा करनी है ताकि वे एक संकट से निकल सकें। और कुछ दोस्तों ने, जो मुझे जानते थे और उस रोड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, सुझाव दिया था कि मैं शायद पैसे का इंतजाम कर पाऊंगा, और साथ ही पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी के लिए उस महत्वपूर्ण पश्चिमी लाइन पर लगभग कंट्रोल हासिल कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मिस्टर पुलमैन डायरेक्टर के साथ आए थे, या शायद मिस्टर पुलमैन खुद ही सबसे पहले इस विषय पर मेरे पास आए थे। मैंने इस मामले को उठाया और मुझे लगा कि अगर यूनियन पैसिफिक रेलवे के डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ऐसे लोगों को चुनने के लिए तैयार हो जाएंगे जिन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड नॉमिनेट करेगा, तो इस तरह पेंसिल्वेनिया को जो ट्रैफिक मिलेगा वह उस कंपनी को यूनियन पैसिफिक की मदद करने के लिए सही ठहराएगा। मैं फिलाडेल्फिया गया और प्रेसिडेंट थॉमसन के सामने ये बात रखी। मैंने सुझाव दिया कि अगर पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी मुझे ऐसी सिक्योरिटीज पर भरोसा करेगी जिन पर यूनियन पैसिफिक न्यूयॉर्क में पैसे उधार ले सके, तो हम पेंसिल्वेनिया के हितों में यूनियन पैसिफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन के भरोसे की कई निशानों में से यह उस समय तक सबसे बड़ा था। वह अपनी कंपनी के पैसे को संभालने में अपने खुद के पैसे से कहीं ज्यादा कंजर्वेटिव थे, लेकिन दिया गया इनाम इतना बड़ा था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। अगर $6 लाख का नुकसान भी हो जाता तो भी यह उनकी कंपनी के लिए घाटे का सौदा नहीं होता, और इसका खतरा भी कम था क्योंकि हम यूनियन पैसिफिक को दिए गए लोन के बदले में मिली सिक्योरिटीज उन्हें सौंपने के लिए तैयार थे। मिस्टर थॉमसन के साथ मेरी मुलाकात फिलाडेल्फिया में उनके घर पर हुई, और जब मैं जाने के लिए उठा तो उन्होंने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, याद रखना एंडी, मैं इस मामले में तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, और मैं इस बात पर निर्भर हूँ कि तुम सभी सिक्योरिटीज अपने पास रखोगे और यह देखोगे कि पेंसिल्वेनिया रेल रोड कभी भी ऐसी स्थिति में ना आए जहां उसे $1 का भी नुकसान हो। मैंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, और नतीजा शानदार सफलता रहा। यूनियन पैसिफिक कंपनी बहुत ज्यादा चाहती थी कि मिस्टर थॉमसन खुद प्रेसिडेंसी संभालें, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इस पद के लिए पेंसिल्वेनिया रेल रोड के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस ए स्कॉट को नॉमिनेट किया। इसलिए 1871 में मिस्टर स्कॉट, मिस्टर पुलमैन और मुझे यूनियन पैसिफिक रेलवे कंपनी का डायरेक्टर चुना गया। लोन के लिए मिली सिक्योरिटीज में यूनियन पैसिफिक के 3 मिलियन शेयर शामिल थे, जो मेरे सेफ में बंद थे, जिन्हें एक कीमत पर लेने का ऑप्शन था। जैसा कि उम्मीद थी, पेंसिल्वेनिया रेल रोड पार्टी के आने से यूनियन पैसिफिक के स्टॉक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शेयरों की कीमत में ज़बरदस्त उछाल आया। इस समय मैंने ओमाहा में मिसौरी नदी पर पुल बनाने के लिए लंदन में बॉन्ड पर बातचीत करने का काम संभाला, और जब मैं इस काम के लिए बाहर था तो मिस्टर स्कॉट ने हमारे यूनियन पैसिफिक के शेयर बेचने का फैसला किया। मैंने अपने सेक्रेटरी को निर्देश दिया था कि मिस्टर स्कॉट इस वेंचर में पार्टनर होने के नाते वॉल्ट तक पहुंच सकें, क्योंकि मेरी गैरमौजूदगी में यह ज़रूरी हो सकता है कि सिक्योरिटीज़ किसी के पहुंच में हों, लेकिन यह विचार कि इन्हें बेचा जाना चाहिए या हमारी पार्टी को वह शानदार स्थिति खो देनी चाहिए जो हमने यूनियन पैसिफिक के संबंध में हासिल की थी, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मैं लौटा तो पाया कि यूनियन
पैसिफिक के निदेशकों का भरोसेमंद सहयोगी होने के बजाय मुझे सट्टेबाजी के मकसद से उनका इस्तेमाल करने वाला माना जा रहा था। 4 लोगों के समूह को कभी भी खुद को एक महान काम से जोड़ने का इतना अच्छा मौका नहीं मिला था जितना हमें मिला था, और ऐसा मौका इतनी लापरवाही से कभी नहीं गंवाया गया। मिस्टर पुलमैन इस मामले से अनजान थे और मेरी तरह ही नाराज थे, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने तुरंत अपना मुनाफा यूनियन पैसिफिक के शेयरों में फिर से निवेश कर दिया। मुझे लगा कि जितना मैं यह करना चाहता था और जो कुछ हुआ था उसे अस्वीकार करना चाहता था, मेरे लिए अपने पहले दोस्त मिस्टर स्कॉट से इतनी अलग तरह से खुद को अलग करना अशोभनीय और शायद कृतज्ञता होगी। पहले ही मौके पर हमें अपमानजनक तरीके से, लेकिन सही तौर पर, यूनियन पैसिफिक बोर्ड से निकाल दिया गया। ये एक युवा व्यक्ति के लिए निगलने के लिए एक कड़वा घूंट था, और इस लेन देन ने उस व्यक्ति के साथ मेरे पहले गंभीर मतभेद को चिह्नित किया जिसका उस समय तक मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव था। मेरे बचपन के दयालु और स्नेही मालिक थॉमस ए स्कॉट। मिस्टर थॉमसन को इस मामले पर पछतावा था, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, इस पर कोई ध्यान न देने और इसका पूरा नियंत्रण मिस्टर स्कॉट और मेरे हाथों में छोड़ने के कारण उन्होंने मान लिया कि मैंने बेचना ही सबसे अच्छा समझा था। कुछ समय के लिए मुझे डर था कि मैंने मॉर्टन ब्लिस एंड कंपनी के लेवी पी मॉर्टन के रूप में एक मूल्यवान दोस्त खो दिया है, जिनकी यूनियन पैसिफिक में दिलचस्पी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें पता चला कि मैं निर्दोष था। ओमाहा ब्रिज के निर्माण के लिए 2.5 मिलियन बॉन्ड के संबंध में बातचीत सफल रही, और चूंकि ये बॉन्ड उन लोगों द्वारा खरीदे गए थे जो यूनियन पैसिफिक से जुड़े थे, इससे पहले कि मेरा कंपनी से कोई लेना देना हो, इसलिए बातचीत उनके लिए की गई थी, न कि यूनियन पैसिफिक कंपनी के लिए। ये बात मुझे उस निदेशक ने नहीं बताई जिसने लंदन जाने से पहले मुझसे बात की थी। दुर्भाग्य से जब मैं न्यूयॉर्क लौटा तो मैंने पाया कि बॉन्ड से मिली पूरी रकम, जिसमें मेरा मुनाफा भी शामिल था, पार्टियों ने अपने कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर ली थी, और इस तरह मुझे एक अच्छी खासी रकम का नुकसान हुआ और मुझे अपने खर्च और समय को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ा। मुझे पहले कभी इस तरह धोखा नहीं दिया गया था, और मुझे इतनी पक्के तौर पर और साफ-साफ पता चला। मैंने देखा कि मैं अभी भी जवान हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है। कई लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कुछ पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। बिज़नेस बातचीत। इस समय मैंने पिट्सबर्ग में एलेगनी वैली रेलवे के प्रेसिडेंट कर्नल विलियम फिलिप्स के लिए जो बातचीत की, उसमें पूरी सफलता मिली। एक दिन कर्नल मेरे न्यूयॉर्क ऑफिस में आए और मुझे बताया कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका में कोई भी कंपनी उनकी कंपनी के 5 मिलियन बॉन्ड खरीदने का विचार नहीं कर रही थी, जबकि उनकी गारंटी पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी दे रही थी। उस बूढ़े सज्जन को पक्का यकीन था कि बैंकर उन्हें परेशान कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि वे बॉन्ड सिर्फ अपनी शर्तों पर ही खरीदेंगे। उन्होंने बॉन्ड के लिए डॉलर पर 90 सेंट मांगे थे, लेकिन बैंकरों को यह बहुत ज़्यादा लगा। वे दिन ऐसे थे जब पश्चिमी रेलवे बॉन्ड अक्सर बैंकरों को डॉलर पर 80 सेंट में बेचे जाते थे। कर्नल फिलिप्स ने कहा कि वह यह देखने आए हैं कि क्या मैं उनकी मुश्किल का कोई रास्ता सुझा सकता हूँ। उन्हें $2.5 लाख की बहुत ज़रूरत थी, और यह मिस्टर थॉमसन, जो पेंसिल्वेनिया रेल रोड में थे, उन्हें नहीं दे सकते थे। एलेगनी बॉन्ड 7% के थे, लेकिन वे सोने में नहीं बल्कि अमेरिका में करेंसी में देय थे। इसलिए वे विदेशी बाजार के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। लेकिन मुझे पता था कि पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी के खजाने में फिलाडेल्फिया और एरी रेल रोड के 6% सोने के बॉन्ड बड़ी मात्रा में थे। मुझे लगा कि उनकी तरफ से ये एक बहुत अच्छा सौदा होगा कि वे इन बॉन्ड के बदले 7% एलेगनी बॉन्ड ले लें, जिनकी गारंटी वे दे रहे थे। मैंने मिस्टर थॉमसन को टेलीग्राम किया, यह पूछते हुए कि क्या पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी ब्याज पर $2.5 लाख लेगी और उसे एलेगेनी रेलवे कंपनी को उधार देगी। मिस्टर थॉमसन ने जवाब दिया, ज़रूर। कर्नल फिलिप्स खुश थे। उन्होंने मेरी सेवाओं के बदले मुझे अपने 5 मिलियन बॉन्ड को डॉलर पर 90 सेंट की मनचाही कीमत पर लेने का 60 दिन का ऑप्शन देने पर सहमति जताई। मैंने यह मामला मिस्टर थॉमसन के सामने रखा और एक एक्सचेंज का सुझाव दिया,
जिसे वह कंपनी खुशी-खुशी करने को तैयार हो गई, क्योंकि इससे बॉन्ड पर 1% ब्याज बच रहा था। मैं तुरंत 5 मिलियन फिलाडेल्फिया और एरी बॉन्ड्स के कंट्रोल के साथ लंदन के लिए रवाना हो गया, जो पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी द्वारा गारंटीड थे। एक शानदार सिक्योरिटी जिसके लिए मैं ऊंची कीमत चाहता था। और यहीं मेरे फाइनेंशियल जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं और असफलताओं में से एक सामने आती है। मैंने क्वींस टाउन से बेरिंग्स को लिखा कि मेरे पास बेचने के लिए एक सिक्योरिटी है जिसे उनका हाउस भी बिना किसी हिचकिचाहट के विचार कर सकता है। लंदन पहुंचने पर मुझे होटल में उनका एक नोट मिला जिसमें मुझे उनसे मिलने के लिए कहा गया था। मैंने अगली सुबह ऐसा किया और उनके बैंकिंग हाउस से निकलने से पहले मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया था जिसके तहत वे यह लोन जारी करेंगे और जब तक वे बॉन्ड्स को पार पर नहीं बेच देते जिसमें उनका था। कागजात तैयार करने का आदेश दिया गया, लेकिन जब मैं निकल रहा था तो मिस्टर रसेल स्टर्गिस ने कहा कि उन्हें अभी-अभी पता चला है कि मिस्टर बेरिंग खुद सुबह शहर आ रहे हैं। उन्होंने एक कोर्ट आयोजित करने की व्यवस्था की थी और शिष्टाचार के तौर पर उनके सामने यह लेन-देन रखना उचित होगा। इसलिए वे कागज़ात पर हस्ताक्षर कल तक के लिए टाल देंगे। अगर मैं 2 बजे आता तो लेन-देन पूरा हो जाता। मैं उस दबे हुए एहसास को कभी नहीं भूलूँगा जो मुझ पर हावी हो गया जब मैं बाहर निकला और प्रेसिडेंट थॉमसन को तार भेजने के लिए टेलीग्राफ ऑफिस गया। कुछ ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कल तक इंतज़ार करूँगा जब कॉन्ट्रैक्ट मेरी जेब में होगा। मैं बैंकिंग हाउस से लैंगम होटल तक पैदल चला, 4 लंबे मील। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक मैसेंजर बेरिंग्स से एक सीलबंद नोट देने के लिए साँस रोके इंतज़ार कर रहा था। बिस्मार्क ने मैग्डेबर्ग में $100 मिलियन बंद कर दिए थे। फाइनेंशियल दुनिया में दहशत फैल गई थी और बेरिंग्स ने कहा कि इन परिस्थितियों में वे मिस्टर बेरिंग को इस मामले को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दे सकते। इस बात की उतनी ही संभावना थी कि घर जाते समय मुझ पर बिजली गिर जाए, जितनी कि बेरिंग्स द्वारा किए गए किसी समझौते के टूटने की। और फिर भी ऐसा हुआ। ये इतना बड़ा झटका था कि इससे गुस्सा या नाराज़गी जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं इतना शांत था कि मैंने सब कुछ मान लिया और बस खुद को बधाई दी कि मैंने मिस्टर थॉमसन को टेलीग्राम नहीं किया था। मैंने बेरिंग्स के पास वापस न जाने का फैसला किया और हालांकि जेटॉन एस मॉर्गन एंड कंपनी बहुत सारी अमेरिकी सिक्योरिटीज ला रही थी, मैंने बाद में बेरिंग्स द्वारा तय की गई कीमत की तुलना में कम कीमत पर उन्हें बॉन्ड बेच दिए। मैंने सोचा कि शुरू में मॉर्गन एंड कंपनी के पास न जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे कर्नल फिलिप्स से पता चला था कि उन्होंने अमेरिका में उनके हाउस को बॉन्ड बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे और मुझे लगा कि लंदन में मॉर्गन खुद को न्यूयॉर्क में अपने हाउस के ज़रिए बातचीत से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। लेकिन बाद की सभी बातचीत में मैंने यह नियम बना लिया था कि पहला ऑफ़र जूनियसिस मॉर्गन को दूँगा, जो शायद ही कभी मुझे अपने बैंकिंग हाउस से बिना कुछ लिए जाने देते थे, जो मुझे ऑफ़र करना होता था। अगर वह अपने हाउस के लिए नहीं खरीद पाते थे तो वह मुझे एक फ्रेंडली हाउस से मिलवा देते थे जो खरीद लेता था और वह उस डील में दिलचस्पी लेते थे। ये सोचकर बहुत संतोष होता है कि मैंने कभी भी ऐसी कोई सिक्योरिटी डील नहीं की जिस पर आखिर तक प्रीमियम ना मिला हो। बेशक इस मामले में मैंने एक गलती की कि मैं बेरिंग्स के पास वापस नहीं गया, उन्हें समय नहीं दिया और पैनिक को शांत नहीं होने दिया, जो जल्द ही शांत हो गया था। जब किसी सौदे में एक पार्टी एक्साइटेड हो जाती है तो दूसरी पार्टी को शांत और धैर्य रखना चाहिए। अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस के सिलसिले में मुझे याद है कि मैंने एक दिन मिस्टर मॉर्गन से कहा था, मिस्टर मॉर्गन, मैं आपको एक आइडिया दूंगा और इसे आगे बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। अगर आप इस पर काम करके जो भी पैसा कमाएंगे उसका एक चौथाई हिस्सा मुझे देंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये ठीक लगता है और चूंकि मेरे पास इस पर काम करने या न करने का ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से हमें आपको प्रॉफिट का एक चौथाई हिस्सा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि एलेगेनी वैली रेलवे बॉन्ड्स, जिन्हें मैंने फिलाडेल्फिया और एरी बॉन्ड्स के बदले एक्सचेंज किया था, उन पर पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी की गारंटी थी और वह बड़ी कंपनी हमेशा ज़रूरी एक्सटेंशंस के लिए पैसे की ज़रूरत में रहती थी। इन बॉन्ड्स के लिए एक ऐसी कीमत ऑफर की जा सकती थी जो कंपनी को उन्हें बेचने के लिए लुभा सकती थी
और उस समय अमेरिकन सिक्योरिटीज़ की इतनी डिमांड थी कि इसमें कोई शक नहीं था कि उन्हें फ्लॉट किया जा सकता था। मैं एक प्रॉस्पेक्टस लिखूंगा जो मुझे लगता था कि बॉन्ड्स को फ्लॉट कर देगा। मामले की अपनी आदत के अनुसार सावधानी से जांच करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह मेरे सुझाव पर काम करेंगे। मिस्टर थॉमसन उस समय पेरिस में थे और मैं उनसे मिलने वहां गया। यह जानते हुए कि पेंसिल्वेनिया रेल रोड को पैसे की ज़रूरत है, मैंने उनसे कहा कि मैंने इन सिक्योरिटीज़ की सिफारिश मिस्टर मॉर्गन को की है और अगर वह मुझे इनके लिए कोई कीमत देंगे तो मैं देखूंगा कि क्या मैं उन्हें बेच सकता हूँ। उन्होंने एक कीमत बताई जो उस समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस कीमत से कम थी जो इन बॉन्ड्स ने बाद में हासिल की। मिस्टर मॉर्गन ने उनमें से कुछ हिस्से इस अधिकार के साथ खरीदे कि वे बाकी भी खरीद सकें और इस तरह एलेगेनी के पूरे 9 या 10 मिलियन बॉन्ड बेचे गए और पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी को पैसे मिल गए। बॉन्ड की बिक्री अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी कि 1873 का संकट आ गया। उस समय मेरे पास कमाई के स्रोतों में से एक मिस्टर पियरपोंट मॉर्गन थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, मेरे पिता ने केवल करके पूछा है कि क्या आप उस आइडिया में अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं जो आपने उन्हें दिया था? मैंने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ। आजकल मैं पैसे के लिए कुछ भी बेच दूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा, आप कितने लेंगे? मैंने कहा कि मुझे लगता है कि हाल ही में मुझे दी गई स्टेटमेंट से पता चलता है कि मेरे क्रेडिट में पहले से ही $50,000 थे और मैं 60,000 लूंगा। अगली सुबह जब मैंने मिस्टर मॉर्गन को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे $70,000 के चेक दिए। मिस्टर कार्नेगी, उन्होंने कहा, आप गलत थे। आपने स्टेटमेंट में दिखाए गए क्रेडिट से $10,000 कम में बेचा। अब ये आपके क्रेडिट में 50 नहीं, बल्कि वो 60,000 दिखाता है और अतिरिक्त 10 मिलाकर 70 हो जाते हैं। पेमेंट 2 चेक में था, एक $60,000 का और दूसरा अतिरिक्त 10,000 का। मैंने उन्हें $10,000 का चेक वापस देते हुए कहा, ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो आपके लायक है। क्या आप कृपया ये 10,000 मेरी शुभकामनाओं के साथ स्वीकार करेंगे? नहीं, धन्यवाद। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे काम जो सिर्फ कानूनी अधिकारों के बजाय सम्मानजनक समझदारी दिखाते हैं, व्यापार में उतने असामान्य नहीं हैं जितना कि अनजान लोग मान सकते हैं। और उसके बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तय किया कि जहाँ तक मेरे बस में हो, ना तो मॉर्गन पिता या पुत्र और न ही उनके घर को मेरी वजह से कोई नुकसान हो। वे अब से मेरे पक्के दोस्त बन गए। एक बड़ा व्यवसाय शायद ही कभी, अगर कभी बनता है तो वह सबसे सख्त ईमानदारी की बुनियाद पर ही बनता है। चालाकी और तेज सौदेबाजी की प्रतिष्ठा बढ़े, मामलों में घातक होती है। कानून का अक्षर नहीं बल्कि उसकी भावना ही नियम होनी चाहिए। कमर्शियल नैतिकता का स्टैंडर्ड अब बहुत ऊंचा है। फर्म के पक्ष में किसी से भी हुई गलती को उतनी ही तेजी से सुधारा जाता है जितनी तेजी से अगर गलती दूसरी पार्टी के पक्ष में होती तो सुधारा जाता। स्थायी सफलता के लिए यह जरूरी है कि कोई कंपनी सिर्फ कानूनी बातों के बजाय निष्पक्षता से काम करने के लिए जानी जाए। एक नियम जिसे हमने अपनाया और जिस पर हम टिके रहे, उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। वह है हमेशा दूसरी पार्टी को शक का फायदा दें। बेशक ये बात सट्टेबाजी करने वालों पर लागू नहीं होती। उस दुनिया में बिल्कुल अलग माहौल होता है। वहाँ लोग सिर्फ जुआरी होते हैं। स्टॉक जुआ और सम्मानजनक बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। हाल के सालों में यह मानना पड़ेगा कि लंदन के जूनियस एस मॉर्गन जैसे पुराने जमाने के बैंकर अब कम ही मिलते हैं। यूनियन पैसिफिक के प्रेसिडेंट पद से हटाए जाने के तुरंत बाद मिस्टर स्कॉट ने टेक्सास पैसिफिक रेलवे के निर्माण का फैसला किया। उन्होंने एक दिन न्यूयॉर्क में मुझे टेलीग्राम भेजा कि मैं उनसे फिलाडेल्फिया में ज़रूर मिलूं। मैं उनसे वहाँ कई दूसरे दोस्तों के साथ मिला जिनमें पिट्सबर्ग में पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जे एन मैकुलो थे। टेक्सास पैसिफिक के लिए एक बड़ा लोन लंदन में ड्यू हो गया था और मॉर्गन एंड कंपनी ने उसे रिन्यू करने पर सहमति जताई, बशर्ते मैं लोन के दूसरे पक्षों के साथ शामिल हो जाऊं। मैंने मना कर दिया। तब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने दोस्तों का साथ देने से मना करके उन सबको बर्बाद कर दूंगा। यह मेरी पूरी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक था। फिर भी मैं एक पल के लिए भी खुद को इसमें शामिल करने के बारे में सोचने के लिए ललचाया नहीं।
सबसे पहले यह सवाल था कि मेरा कर्तव्य क्या है और इसी ने मुझे ऐसा करने से रोका। मेरी सारी पूंजी मैन्युफैक्चरिंग में लगी थी और उसके हर डॉलर की ज़रूरत थी। मैं अपनी कंपनी का पूंजीपति, तब एक मामूली पूंजीपति, सच में था। सब कुछ मुझ पर निर्भर था। मेरा भाई अपनी पत्नी और परिवार के साथ, मिस्टर फिप्स और उनका परिवार, मिस्टर क्लोमन और उनका परिवार, सब मेरे सामने आ गए और सुरक्षा की मांग करने लगे। मैंने मिस्टर स्कॉट से कहा कि मैंने उन्हें ज़रूरी पूंजी हासिल करने से पहले एक बड़ी रेलवे लाइन बनाना शुरू करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। मैंने जोर दिया था कि हज़ारों मील लंबी रेलवे लाइनें टेम्पररी लोन के ज़रिए नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा मैंने इसमें हिस्सेदारी के लिए 2,50,000 डॉलर कैश दे दो, जिसके बारे में उन्होंने यूरोप से लौटने पर मुझे बताया था कि उन्होंने ये मेरे लिए रिज़र्व रखा था। हालाँकि मैंने कभी इस स्कीम को मंज़ूरी नहीं दी थी। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे उस कंस्ट्रक्शन कंपनी या हमारी अपनी फ़र्म के अलावा किसी और कंपनी के कागज़ात पर साइन करने का दोषी बनने के लिए राज़ी नहीं कर सकती थी। मुझे पता था कि मेरे लिए 60 दिनों में मॉर्गन लोन चुकाना या उसका अपना हिस्सा भी चुकाना नामुमकिन होगा। इसके अलावा ये सिर्फ़ वह लोन ही नहीं था, बल्कि उसके बाद ज़रूरी होने वाले आधे दर्जन दूसरे लोन भी थे जिन पर विचार करना था। ये मिस्टर स्कॉट और मेरे बीच होने वाले कुल बिज़नेस अलगाव में एक और कदम था। इसने उन सभी आर्थिक मुश्किलों से ज़्यादा दर्द दिया जिनका मैंने उस समय तक सामना किया था। इस मीटिंग के कुछ ही समय बाद आपदा आ गई और देश उन लोगों की नाकामी से हैरान रह गया जिन्हें वह अपना सबसे मजबूत आदमी मानता था। मुझे डर है कि मिस्टर स्कॉट की समय से पहले मौत का कारण काफ़ी हद तक वह अपमान था जो उन्हें सहना पड़ा। वह एक संवेदनशील इंसान थे, घमंडी नहीं, और उनकी लग रही नाकामी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। मिस्टर मैकमांस और मिस्टर बेयर्ड, जो इस काम में पार्टनर थे, वे भी जल्द ही गुजर गए। ये दोनों आदमी मेरी तरह ही मैन्युफैक्चरर थे और रेलवे कंस्ट्रक्शन में शामिल होने की स्थिति में नहीं थे। एक बिजनेसमैन के करियर में इस कमर्शियल पेपर पर एंडोर्समेंट करने से ज़्यादा खतरनाक कोई और चीज़ नहीं है। इससे आसानी से बचा जा सकता है अगर वह खुद से 2 सवाल पूछे। क्या मेरे पास सभी संभावित ज़रूरतों के लिए अतिरिक्त साधन हैं, जो मुझे बिना किसी परेशानी के वह अधिकतम रकम चुकाने में सक्षम बनाएँगे, जिसके लिए मैं इस एंडोर्समेंट के तहत ज़िम्मेदार हूँ? दूसरा, क्या मैं उस दोस्त के लिए यह रकम खोना चाहता हूँ जिसके लिए मैं एंडोर्स कर रहा हूँ? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में दिया जा सकता है, तो उसे अपने दोस्त की मदद करने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन अगर वह एक समझदार आदमी है तो अन्यथा नहीं। और अगर वह पहले सवाल का जवाब हाँ में दे सकता है, तो उसके लिए यह सोचना बेहतर होगा कि क्या उसी समय पूरी रकम चुका देना बेहतर नहीं होगा, जिसके लिए उसका नाम पूछा जा रहा है। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। एक आदमी के साधन एक ट्रस्ट हैं जिन्हें उसके अपने लेनदारों के लिए तब तक पवित्रता से रखा जाना चाहिए जब तक उस पर कर्ज और जिम्मेदारियां हैं। मॉर्गन रिन्यूअल पे एंडोर्स करने से मना करने के बावजूद मुझे अगली सुबह कंसल्टेशन के मकसद से अपनी स्पेशल कार में न्यूयॉर्क जाने के लिए पार्टियों के साथ आमंत्रित किया गया। मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी हुई। एंथनी ड्रेक्सेल को भी हमारे साथ आने के लिए बुलाया गया। यात्रा के दौरान मिस्टर मैकुलो ने कहा कि वह कार में चारों ओर देख रहे थे और उन्होंने मन बना लिया था कि इसमें केवल एक समझदार आदमी है, बाकी सब बेवकूफ़ थे या एंडी थे, जिन्होंने अपने शेयरों के लिए पेमेंट कर दिया था और उन पर $1 का भी कर्ज नहीं था, या इस मामले में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और यही स्थिति उन सभी की होनी चाहिए थी। मिस्टर ड्रेक्सेल ने कहा कि वह चाहेंगे कि मैं समझाऊं कि मैं इन दुर्भाग्यपूर्ण परेशानियों से कैसे बच पाया। मैंने जवाब दिया, मैंने जिस चीज़ को अपना कर्तव्य माना, उसका सख्ती से पालन करके कभी भी किसी ऐसी चीज़ पर अपना नाम नहीं लिखा जिसके बारे में मुझे पता था कि मैं मैच्योरिटी पर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। या एक पश्चिमी दोस्त की जानी मानी कहावत को याद करते हुए, कभी भी ऐसी जगह न जाए जहां आप तैर न सकें। यह पानी मेरे लिए बहुत गहरा था। इस नियम का पालन करने से न केवल मैं बल्कि मेरे पार्टनर भी परेशानी से बचे रहे।
दरअसल हमने अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यहाँ तक किया था कि फर्म को छोड़कर हम खुद को मामूली रकम से ज़्यादा किसी भी तरह से एंडोर्स करने या कमिट करने से रोक सके। मैंने इसे भी एक कारण बताया कि मैं एंडोर्स क्यों नहीं कर सकता। जिस समय ये घटनाएं हुई उस दौरान मैंने विभिन्न सिक्योरिटीज़ पर बातचीत करने के लिए यूरोप की कई यात्राएं की और कुल मिलाकर मैंने लगभग 30 मिलियन डॉलर की सिक्योरिटीज़ बेची। ये उस समय की बात है जब अटलांटिक केबल ने अभी तक न्यूयॉर्क को आर्थिक रूप से लंदन का हिस्सा नहीं बनाया था, और जब लंदन के बैंकर ब्याज दर में मामूली अंतर के लिए अपना बैलेंस पेरिस, वियना या बर्लिन को उधार देते थे, बजाय इसके कि वे ज़्यादा ब्याज दर पर यूनाइटेड स्टेट्स को दें। इन भले लोगों की नज़र में रिपब्लिक महाद्वीप से कम सुरक्षित था, मेरे भाई। और मिस्टर फिप्स ने लोहे का बिजनेस इतनी सफलता से चलाया कि मैं बिना किसी चिंता के हफ्तों तक बाहर रह सकता था। इस बात का खतरा था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग से हटकर फाइनेंशियल और बैंकिंग बिजनेस में ना चला जाऊं। विदेश में मेरी सफलताओं ने मुझे लुभावने मौके दिए, लेकिन मेरी पसंद हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ही थी। मैं कुछ ठोस बनाना चाहता था और उसे बेचना चाहता था, और मैंने अपने मुनाफे को पिट्सबर्ग में कारखानों को बढ़ाने में निवेश करना जारी रखा। कीस्टोन ब्रिज कंपनी के लिए शुरू में बनाई गई छोटी दुकानें दूसरे कामों के लिए किराए पर दे दी गई थीं, और लॉरेंस विले में 10 एकड़ जमीन हासिल की गई थी जिस पर नई और बड़ी दुकानें बनाई गईं। यूनियन आयरन मिल्स में बार बार बढ़ोतरी ने उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में सभी तरह के स्ट्रक्चरल शिप्स के लिए सबसे बड़ी मिल्स बना दिया था। बिजनेस अच्छा चल रहा था और दूसरे क्षेत्रों में मैं जो भी अतिरिक्त कमाई कर रहा था वह सब आयरन बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी थी। मैं अपने पेंसिल्वेनिया रेलर रोड कंपनी के दोस्तों के साथ पश्चिमी राज्यों में कुछ रेलवे बनाने में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ऐसे सभी कामों से खुद को अलग कर लिया और यह तय कर लिया कि मैं उस कहावत के बिल्कुल उलट चलूंगा कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मैंने तय किया कि सही पॉलिसी ये है कि सारे अच्छे अंडे एक टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी पर नज़र रखो। मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन सफलता का सच्चा रास्ता ये है कि आप उस क्षेत्र में खुद को माहिर बना लें। मुझे अपने संसाधनों को बिखेरने की पॉलिसी पर कोई भरोसा नहीं है, और मेरे अनुभव में मैंने शायद ही कभी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात की हो जिसने पैसा कमाने में बेहतरीन सफलता हासिल की हो। निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग में तो कभी नहीं। जो कई कामों में दिलचस्पी रखता हो, जो लोग सफल हुए हैं वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक रास्ता चुना और उसी पर टिके रहे। ये हैरानी की बात है कि कितने कम लोग अपने खुद के बिजनेस में निवेश से मिलने वाले भारी डिविडेंड को समझते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर होगा जिसके कारखाने में कुछ ऐसी मशीनरी ना हो जिसे हटाकर बेहतर उपकरणों से बदला जाना चाहिए, या जो अतिरिक्त मशीनरी या नए तरीकों की कमी के कारण इतना नुकसान ना उठाता हो जो उसके अपने दायरे से बाहर निवेश करके मिलने वाले सबसे बड़े डिविडेंड से भी ज़्यादा हो। और फिर भी ज़्यादातर बिजनेसमैन जिन्हें मैं जानता हूँ वे बैंक, शेयरों और दूर दराज के उद्यमों में निवेश करते हैं, जबकि असली सोने की खान उनके अपने कारखानों में ही होती है। मैंने हमेशा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कायम रहने की कोशिश की है। यह मेरे लिए एक मुख्य सिद्धांत रहा है कि मैं अपनी पूंजी का प्रबंधन किसी भी दूसरे व्यक्ति से बेहतर, किसी भी निदेशक मंडल से कहीं बेहतर कर सकता हूँ। बिजनेस लाइफ के दौरान लोगों को जो नुकसान होता है, जो उन्हें गंभीर रूप से परेशान करता है, वह शायद ही कभी उनके अपने बिजनेस में होता है, बल्कि ऐसे उद्यमों में होता है जिनका निवेशक मालिक नहीं होता। युवा लोगों को मेरी सलाह होगी कि वे न केवल अपना पूरा समय और ध्यान जीवन के उस एक बिजनेस पर केंद्रित करें जिसमें वे लगे हुए हैं, बल्कि अपनी पूंजी का हर डॉलर भी उसमें लगाएं। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो विस्तार नहीं कर सकता, तो सही नीति यह है कि अगर कोई दूसरा बढ़ता हुआ बिजनेस नहीं मिल पाता है, तो अतिरिक्त पूंजी को फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाए जो मध्यम लेकिन निश्चित आय देंगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपना फैसला जल्दी ले लिया था। मैं लोहे और स्टील के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करूंगा और उसमें माहिर बनूंगा। ब्रिटेन की मेरी यात्राओं ने मुझे लोहे और स्टील के बिजनेस में प्रमुख लोगों से फिर से मिलने और जान पहचान बनाने के बेहतरीन मौके दिए। सबसे आगे बेसेमर,
सर लोथियन बेल, सर बर्नार्ड सैमुएल्सन, सर विंडसर रिचर्ड्स, एडवर्ड मार्टिन, बिंगले, इवेंस और उस इंडस्ट्री के सभी बड़े नाम। इसके तुरंत बाद मेरा ब्रिटिश आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट की परिषद में और आखिरकार प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव हुआ। मैं पहला प्रेसिडेंट था जो ब्रिटिश नागरिक नहीं था। उस सम्मान की बहुत सराहना की गई। हालांकि पहले मैंने इसे मना कर दिया था क्योंकि मुझे डर था कि अमेरिका में रहने के कारण मैं इसके कर्तव्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि हमें पुल और दूसरी इमारतें बनाने के लिए गढ़ा लोहा बनाने का काम शुरू करना पड़ा था। इसलिए अब हमें लगा कि अपना पिग आयरन बनाना भी अच्छा रहेगा। और इसी वजह से 1870 में लूसी फर्नेस बनाया गया। एक ऐसा काम जिसे अगर हमें इसकी अहमियत का पूरा अंदाज़ा होता तो हम टाल देते। हमें समय समय पर मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में हमारे बड़े भाइयों से हमारे नए कारोबार की तेज़ी से बढ़ती तरक्की के बारे में अशुभ भविष्यवाणियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन हम नहीं रुके। हमें लगा कि हमारे पास एक ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए काफ़ी पूंजी और क्रेडिट है। हालांकि इसकी लागत का जो अंदाज़ा लगाया गया था वह खर्च के आधे से भी कम था। यह हमारे लिए एक प्रयोग था। मिस्टर क्लोमैन को ब्लास्ट फर्नेस के कामकाज के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सही जानकारी के बिना भी कोई बड़ी गलती नहीं हुई। लूसी फर्नेस, मेरी होशियार भाभी के नाम पर, का उत्पादन हमारी सबसे अच्छी उम्मीदों से भी ज़्यादा था और उस समय एक ब्लास्ट फर्नेस से एक हफ्ते तक रोज़ाना 100 टन का अभूतपूर्व उत्पादन हुआ। एक ऐसा उत्पादन जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। हमने रिकॉर्ड बनाया और कई मेहमान इस चमत्कार को देखने आए। हालांकि हमारे लोहे के कारोबार में सब कुछ आसान नहीं था। समय समय पर मंदी के साल आए। हम युद्ध के बाद कीमतों में गिरावट से सुरक्षित निकल गए थे जब लोहा 9 सेंट प्रति पाउंड से गिरकर 3 सेंट हो गया था। कई कंपनियां फेल हो गईं और हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का पूरा समय इमरजेंसी के लिए फंड जुटाने में लगा रहता था। कई कंपनियों के डूबने के बीच हमारी फर्म की साख बरकरार रही, लेकिन पिग आयरन के उत्पादन ने हमें अब तक हमारे कारोबार के किसी भी दूसरे विभाग से ज़्यादा चिंता दी। मैन्युफैक्चरिंग की इस शाखा में हमें सबसे बड़ी मदद इंग्लैंड के मशहूर व्हिटवेल ब्रदर्स के मिस्टर व्हिटवेल ने की, जिनके ब्लास्ट फर्नेस स्टोव का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। मिस्टर व्हिटवेल उन जाने माने मेहमानों में से एक थे जो लूसी फर्नेस को देखने आए थे और मैंने उन्हें उस समय हो रही मुश्किल के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत कहा, ये बेल का एंगल गलत होने की वजह से हो रहा है। उन्होंने समझाया कि इसे कैसे बदला जाना चाहिए। हमारे मिस्टर क्लोमन को इस पर विश्वास करने में समय लगा, लेकिन मैंने जोर दिया कि एक छोटा ग्लास मॉडल फर्नेस और 2 घंटियाँ बनाई जाए, एक वैसी जैसी लूसी थी और दूसरी वैसी जैसी मिस्टर व्हिटवेल ने सलाह दी थी। ऐसा किया गया और मेरी अगली विजिट पर दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसका नतीजा ठीक वैसा ही था जैसा मिस्टर व्हिटवेल ने पहले ही बता दिया था। हमारी घंटी ने बड़े टुकड़ों को फर्नेस के किनारों पर बांट दिया, जिससे बीच में एक घना ढेर बन गया, जिसमें से ब्लास्ट सिर्फ थोड़ा ही गुजर पाया। व्हिटवेल की घंटी ने टुकड़ों को बीच में फेंका, जिससे किनारे घने हो गए। इससे दुनिया में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। लूसी की परेशानियां खत्म हो गईं। मिस्टर व्हिटवेल कितने दयालु, बड़े खुले दिल के इंसान थे। उनमें कोई छोटी सोच वाली जलन नहीं थी। नहीं, वे अपना ज्ञान छिपाते थे। हमने कुछ डिपार्टमेंट में नई चीज़ें सीखी थीं और बदले में उनकी फर्म के काम आ सके। कुल मिलाकर उसके बाद हमारे पास जो कुछ भी था वह व्हिटवेल परिवार के लिए खुला था। आज जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे खुशी है कि उन दो में से एक अभी भी हमारे साथ है और हमारी दोस्ती अभी भी गहरी है। वह ब्रिटिश आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे पूर्ववर्ती थे। स्टील का युग आज पीछे मुड़कर देखने पर यह अविश्वसनीय लगता है कि सिर्फ 40 साल पहले 1870 संयुक्त राज्य अमेरिका में पिग आयरन के निर्माण के संबंध में रसायन विज्ञान लगभग एक अज्ञात चीज थी। ये आयरन और स्टील के निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। उस समय का ब्लास्ट फर्नेस मैनेजर आमतौर पर एक असभ्य गुंडा होता था, आमतौर पर एक विदेशी जो अपनी दूसरी योग्यताओं के अलावा
अपने नीचे के दूसरे अनुशासनहीन लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी-कभी किसी आदमी को पीट भी देता था। माना जाता था कि वह अपनी सहज बुद्धि से भट्टी की स्थिति का पता लगाता था। उसके पास भविष्यवाणी करने की लगभग अलौकिक शक्ति थी, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में उसका हमशक्ल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हेज़ल की छड़ी से तेल के कुएँ या पानी के स्रोत का पता लगा सकता था। वह एक सच्चा नियम हकीम डॉक्टर था, जो अपने मरीज़ की परेशानियों के लिए जो भी इलाज उसके मन में आता था, उसे आज़माता था। लूसी फर्नेस एक परेशानी से निकलकर दूसरी में फँस जाती थी, क्योंकि उस समय अयस्क, चूना पत्थर और कोक की बहुत ज़्यादा किस्में सप्लाई की जाती थीं, जिनके घटकों पर बहुत कम या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। ये स्थिति हमारे लिए असहनीय हो गई। हमने आखिरकार अंदाजे और सहज ज्ञान वाले मैनेजर से छुटकारा पाने का फैसला किया और एक युवा आदमी को फर्नेस का इंचार्ज बनाया। हमारे पास एक युवा शिपिंग क्लर्क हेनरी एम करी था, जिसने खुद को साबित किया था, और उसे मैनेजर बनाने का फैसला किया गया। मिस्टर फिप्स के पास लूसी फर्नेस का खास चार्ज था। उनके रोजाना के दौरे ने हमें वहां नाकाम होने से बचाया। ऐसा नहीं था कि फर्नेस पैसे कमाने के मामले में पश्चिम की दूसरी भट्टियों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरी भट्टियों की तुलना में बहुत बड़ी होने के कारण इसके बदलावों के बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम होते थे। मुझे डर है कि मेरे पार्टनर को लूसी फर्नेस के लिए रविवार सुबह के दौरों के बारे में कुछ जवाब देना पड़ा होगा, जब उनके अच्छे पिता और बहन ज़्यादा धार्मिक कामों के लिए घर से बाहर जाते थे। लेकिन अगर वह उनके साथ गए भी होते, तो भी उनकी सच्ची गंभीर प्रार्थना उस समय लूसी फर्नेस की अनिश्चित स्थिति से संबंधित होती, जो उनके विचारों पर हावी थी। अगला कदम मिस्टर करी के असिस्टेंट और गाइड के तौर पर एक केमिस्ट ढूंढना था। हमने वह आदमी एक पढ़े लिखे जर्मन डॉक्टर फ्रिके में पाया, और डॉक्टर ने हमारे सामने बड़े बड़े राज खोले। खानों से मिलने वाले लोहे के पत्थर, जिनकी बहुत अच्छी इज्जत थी, उनमें अब 10, 15 और यहाँ तक कि 20% कम लोहा पाया गया, जितना माना जाता था। जिन खानों की अब तक खराब इज्जत थी, हमने पाया कि वे अब बेहतर अयस्क दे रही थीं। अच्छा बुरा हो गया था और बुरा अच्छा, और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। पिग आयरन बनाने की सभी अनिश्चितताओं का 90% हिस्सा केमिकल ज्ञान की तेज धूप में खत्म हो गया। एक बहुत ही नाजुक समय पर, जब फर्म की इज्जत के लिए यह जरूरी था कि ब्लास्ट फर्नेस अपना सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाए, तो उसे रोक दिया गया था, क्योंकि एक बहुत ही अमीर और शुद्ध अयस्क को एक घटिया अयस्क से बदल दिया गया था। एक ऐसा अयस्क जो दूसरे अयस्क की तुलना में 2/3 से ज्यादा लोहा नहीं देता था। फर्नेस में ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि इस असाधारण रूप से शुद्ध लोहे के पत्थर को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा चूने का इस्तेमाल किया गया था। मटेरियल की इसी खासियत ने हमें गंभीर नुकसान में डाल दिया था। हम कितने बेवकूफ़ थे। लेकिन फिर यह तसल्ली थी, हम अपने कॉम्पिटिटर्स जितने बड़े बेवकूफ़ नहीं थे। हमारे द्वारा केमिस्ट्री को अपना गाइड बनाने के सालों बाद कुछ दूसरी फर्नेस के मालिकों ने कहा कि वे एक केमिस्ट रखने का खर्च नहीं उठा सकते। अगर उन्हें तब सच्चाई पता होती, तो उन्हें पता होता कि वे उसके बिना रहने का खर्च नहीं उठा सकते। पीछे मुड़कर देखने पर यह कहना सही लगता है कि हम ब्लास्ट फर्नेस में केमिस्ट रखने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे हमारे कॉम्पिटिटर्स ने फिजूल खर्ची बताया। लूसी फर्नेस हमारे बिजनेस की सबसे फायदेमंद ब्रांच बन गई, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट का लगभग पूरा एकाधिकार था। रहस्य जानने के बाद जल्द ही 1872 हमने एक और फर्नेस लगाने का फैसला किया। ये हमारे पहले प्रयोग की तुलना में बहुत कम खर्च में किया गया। जिन खानों की कोई इज्जत नहीं थी और जिनके प्रोडक्ट्स को कई फर्म अपनी ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती थी, उन्हें हमें एक खरीदार मिल गया। जिन खानों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी की अच्छी रेप्यूटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कीमत मिल रही थी, उन्हें हमने चुपचाप नज़रअंदाज कर दिया। इसका एक अजीब उदाहरण मिसौरी की मशहूर पायलट नौबगदान थी। उसका प्रोडक्ट सीधे शब्दों में कहें तो शक के घेरे में था।
कहा जाता था कि इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही भट्टी को बिना रोके इस्तेमाल किया जा सकता था। केमिस्ट्री ने हमें बताया कि इसमें फास्फोरस कम था, लेकिन सिलिकॉन बहुत ज़्यादा था। अगर इसे ठीक से फ्लक्स किया जाए, तो इससे बेहतर अयस्क कोई नहीं था और शायद ही कोई इतना रिच हो। इसलिए हमने इसे भारी मात्रा में खरीदा और मालिकों ने अपनी प्रॉपर्टी को कीमती बनाने के लिए हमारा धन्यवाद किया। ये मानना मुश्किल है कि कई सालों तक हम पडलिंग फर्नेस से निकलने वाली ज़्यादा फॉस्फोरस वाली सिंडर को अपने कॉम्पिटिटर के हीटिंग फर्नेस से मिलने वाली शुद्ध सिंडर से ज़्यादा कीमत पर बेच पाए। एक ऐसी सिंडर जो पॉडलिंग सिंडर से ज़्यादा आयरन वाली थी और जिसमें फॉस्फोरस बहुत कम था। कुछ मौक़ों पर एक ब्लास्ट फर्नेस ने फ्लू सिंडर को पिघलाने की कोशिश की थी और इसकी ज़्यादा शुद्धता के कारण फर्नेस कम शुद्ध चीज़ के लिए बनाए गए मिक्सचर के साथ ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसलिए सालों तक इसे हमारे कॉम्पिटिटर पिट्सबर्ग में नदी के किनारे बेकार समझकर फेंक देते थे। कुछ मामलों में हम खराब चीज़ के बदले अच्छी चीज़ भी बदल पाते थे और बोनस भी पाते थे। लेकिन ये और भी ज़्यादा अविश्वसनीय है कि एक ऐसा ही बिना किसी आधार के पूर्वाग्रह मौजूद था कि मिलों से निकलने वाले रोल स्केल को ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डालना चाहिए, जो शुद्ध आयरन ऑक्साइड था। ये मुझे मेरे प्यारे दोस्त और साथी डनफर्मलाइन शहर के रहने वाले मिस्टर चिशोलिम क्लीवलैंड के बारे में याद दिलाता है। हमने साथ में बहुत शरारतें की। एक दिन जब मैं क्लीवलैंड में उनके कारखाने में गया तो मैंने देखा कि लोग इस कीमती रोल स्किल को यार्ड में ले जा रहे थे। मैंने मिस्टर चिशोल्म से पूछा कि वे इसे कहाँ ले जा रहे हैं और उन्होंने कहा, इसे किनारे फेंकने के लिए। हमारे मैनेजर हमेशा शिकायत करते हैं कि जब वे इसे ब्लास्ट फर्नेस में दोबारा पिघलाने की कोशिश करते हैं तो उनकी किस्मत खराब हो जाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिट्सबर्ग लौटने पर मैंने उनके खर्च पर एक मजाक करने का सोचा। उस समय हमारी सेवा में डूपुई नाम का एक युवा था, जिसके पिता को आयरन बनाने की एक सीधी प्रक्रिया के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था, जिस पर वह उस समय पिट्सबर्ग में प्रयोग कर रहा था। मैंने अपने लोगों को सलाह दी कि वे डूसपुई को क्लीवलैंड भेजें ताकि मेरे दोस्त के कारखाने का सारा रोल स्केल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सके। उसने ऐसा ही किया। इसे 50 सेंट प्रति टन के हिसाब से खरीदा और सीधे अपने पास मंगवा लिया। यह कुछ समय तक चलता रहा। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि यह मजाक पकड़ा जाएगा। मिस्टर चिशोल्म की असमय मृत्यु हो गई इससे पहले कि मैं उन्हें इसके बारे में बता पाता। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने जल्द ही हमारे उदाहरण का पालन किया। मैंने बेसमर प्रक्रिया के विकास पर ध्यान देना नहीं छोड़ा था। अगर यह सफल हो जाता तो मुझे पता था कि लोहा स्टील की जगह ले लेगा, कि लौह युग खत्म हो जाएगा और स्टील युग उसकी जगह ले लेगा। मेरे दोस्त जॉन ए राइट, जो लेविस्टन पेंसिल्वेनिया में फ्रीडम आयरन वर्क्स के प्रेसिडेंट थे, नए प्रोसेस की जांच करने के लिए खास तौर पर इंग्लैंड गए थे। वह हमारे सबसे अच्छे और सबसे अनुभवी मैन्युफैक्चरर्स में से एक थे और उनका फैसला इसके पक्ष में इतना मजबूत था कि उन्होंने अपनी कंपनी को बेसेमर वर्क्स लगाने के लिए मना लिया। वह बिल्कुल सही थे, लेकिन अपने समय से थोड़ा आगे थे। ज़रूरी पूंजी उनके अनुमान से ज़्यादा थी। इससे भी ज़्यादा यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि एक ऐसा प्रोसेस जो उस समय ब्रिटेन में भी कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था, उसे नए देश में लाया जा सकता था और शुरू से ही सफलतापूर्वक चलाया जा सकता था। एक्सपेरिमेंट निश्चित रूप से लंबा और महंगा होने वाला था और इसके लिए मेरे दोस्त ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किया था। बाद में जब यह प्रोसेस इंग्लैंड में स्थापित हो गया, तो पूंजीपतियों ने हैरिसबर्ग में मौजूदा पेंसिल्वेनिया स्टील वर्क्स बनाना शुरू किया। इन्हें भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजरना पड़ा और एक मुश्किल समय में शायद यह बर्बाद हो जाता अगर पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी की समय पर मदद न मिलती। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थॉमसन जैसे एक समझदार और काबिल आदमी की ज़रूरत थी, जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह सलाह दे सके कि उनकी सड़क पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को $6 लाख जैसी बड़ी रकम दी जाए ताकि लाइन के लिए स्टील की रेल मिल सके। नतीजे ने उनके काम को पूरी तरह से सही साबित किया। पेंसिल्वेनिया रेल रोड और दूसरी मुख्य लाइनों पर लोहे की रेल की जगह किसी और चीज़ का सवाल बहुत गंभीर हो गया था। पिट्सबर्ग में कुछ मोड़ों पर पेंसिल्वेनिया को फोर्ट वेन से जोड़ने वाली सड़क पर
मैंने देखा था कि हर 6 हफ्ते या 2 महीने में नई लोहे की रेल लगाई जाती थी। बेसमेर प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मैंने प्रेसिडेंट थॉमसन का ध्यान इंग्लैंड में मिस्टर डॉड्स के प्रयासों की ओर दिलाया था, जिन्होंने अच्छे नतीजों के साथ लोहे की रेल के सिरों को कार्बनाइज किया था। मैं इंग्लैंड गया और डॉड्स पेटेंट का कंट्रोल हासिल किया और प्रेसिडेंट थॉमसन को पिट्सबर्ग में एक्सपेरिमेंट के लिए $20,000 देने की सलाह दी, जो उन्होंने किया। हमने अपनी ज़मीन पर ऊपरी मिल में एक भट्टी बनाई और पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के लिए कई 100 टन रेल की पटरियों का ट्रीटमेंट किया और लोहे की पटरियों की तुलना में बहुत अच्छे नतीजे मिले। ये अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली पहली सख्त पटरियां थीं। हमने इन्हें कुछ सबसे तीखे मोड़ों पर लगाया और इनकी बेहतर सर्विस ने मिस्टर थॉमसन द्वारा किए गए सुधार की भरपाई से कहीं ज्यादा की। अगर बेसैमर प्रोसेस सफलतापूर्वक विकसित नहीं हुआ होता, तो मेरा पक्का मानना है कि हम आखिरकार डॉट्स प्रोसेस में इतना सुधार कर पाते कि उसे आम तौर पर अपनाया जा सके। लेकिन बेसैमर प्रोसेस से बनने वाली ठोस स्टील की चीज से तुलना करने लायक कुछ भी नहीं था। पिट्सबर्ग के पास जॉन्सटाउन में हमारी कैम्ब्रिया आयरन कंपनी के दोस्तों ने, जो अमेरिका में रेल के मुख्य निर्माता थे, एक बेसैमर प्लांट लगाने का फैसला किया। इंग्लैंड में मैंने देखा था, कम से कम मुझे तो यकीन हो गया था कि इस प्रोसेस कंपनी बिना ज्यादा पूंजी खर्च किए या बड़े जोखिम के बिना एक बड़ी सफलता बनाया जा सकता है। श्री विलियम कोलमैन, जो हमेशा नए तरीकों के लिए तैयार रहते थे, बीसी नतीजे पर पहुंचे। यह तय हुआ कि हम पिट्सबर्ग में स्टील रेल का निर्माण शुरू करेंगे। वह पार्टनर बन गए और मेरे प्यारे दोस्त श्री डेविड मैकेंडलिस भी, जिन्होंने मेरे पिता की मृत्यु पर मेरी मां को इतनी दयालुता से मदद की पेशकश की थी, बाद वाले को भुलाया नहीं गया था। श्री जॉन स्कॉट और श्री डेविड ए स्टीवर्ट और अन्य लोग मेरे साथ जुड़ गए। श्री एडगर थॉमसन और श्री थॉमस ए स्कॉट पेंसिल्वेनिया रेल रोड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शेयर होल्डर बन गए, जो स्टील के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक थे। स्टील रेल कंपनी का गठन 1 जनवरी 1873 को हुआ। जगह का सवाल सबसे पहले हमारे गंभीर ध्यान में आया। मैं किसी भी प्रस्तावित जगह से सहमत नहीं हो पा रहा था और आखिरकार इस बारे में अपने पार्टनर से सलाह लेने के लिए पिट्सबर्ग गया। यह विषय लगातार मेरे दिमाग में था और रविवार सुबह बिस्तर पर अचानक मुझे वह जगह दिखाई दी। मैं उठा और अपने भाई को बुलाया। टॉम, तुम और श्री कोलमैन जगह के बारे में सही हो। ब्रैडॉक की जगह पर, पेंसिल्वेनिया, बाल्टीमोर और ओहियो और नदी के बीच अमेरिका में सबसे अच्छी जगह है। और चलो इस कारखाने का नाम हमारे प्यारे दोस्त एडगर थॉमसन के नाम पर रखते हैं। चलो श्री कोलमैन के पास चलते हैं और ब्रैडॉक की जगह पर जाते हैं। हमने उस दिन ऐसा ही किया और अगली सुबह श्री कोलमैन संपत्ति हासिल करने की कोशिश में लग गए। मालिक श्री मैकिनी को अपने खेत की कीमत का बहुत ज्यादा अंदाजा था, जो हम $500 या $600 प्रति एकड़ में खरीदने की उम्मीद कर रहे थे। वह हमें $2,000 में मिला। लेकिन तब से हमें अपनी मूल खरीद में $5,000 प्रति एकड़ की कीमत पर और जमीन जोड़नी पड़ी है। वहां ब्रैडॉक की हार के उसी मैदान पर हमने अपनी स्टील रेल मिलों का निर्माण शुरू किया। नीम की खुदाई के दौरान लड़ाई के कई अवशेष मिले, संगीनें, तलवारें और इसी तरह की चीजें। वहीं पर उस समय के डनफर्मलाइन के प्रोवोस्ट सर आर्थर हेलकेट और उनके बेटे मारे गए थे। यह सवाल स्वाभाविक रूप से पूछा जाएगा कि वे वहां कैसे पहुंचे। ये नहीं भूलना चाहिए कि उन दिनों में ब्रिटेन के शहरों के प्रोवोस्ट कुलीन वर्ग के सदस्य होते थे, जिले के महान लोग जो बिना कर्तव्यों का पालन के पद के सम्मान का आनंद लेते थे। व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रोवोस्ट पद के लिए काफी अच्छा नहीं माना जाता था। आज भी पूरे ब्रिटेन में इस कुलीन सोच के अवशेष मौजूद हैं। शायद ही कोई जीवन बीमा या रेलवे कंपनी या कुछ मामलों में विनिर्माण कंपनियों जिसके प्रमुख के रूप में अध्यक्षता के सम्मान का आनंद लेने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे पद के कर्तव्यों के बारे में
पूरी तरह से अज्ञान हो, तो इस तरह सर आर्थर हेलकेट एक सज्जन व्यक्ति के रूप में डनफर्मलाइन के प्रोवोस्ट थे, लेकिन पेशा से वे सेना में थे और इसी जगह पर मारे गए। ये एक संयोग था कि जो जगह डनफर्मलाइन के 2 मूल निवासियों के लिए मौत का मैदान थी, उसे 2 अन्य लोगों ने एक औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। हाल ही में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। श्री जॉन मॉर्ले के 1904 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट, पिट्सबर्ग में संस्थापक दिवस पर दिए गए भाषण में जनरल फोर्ब्स द्वारा फोर्ट ड्यूक्वेन पर कब्जा करने और उनके प्रधानमंत्री पिट को यह लिखने का जिक्र था कि उन्होंने इसका नाम बदलकर उनके लिए पिट्सबर्ग रख दिया है। यह जनरल फोर्ब्स तब पिटेनक्रीफ के लॉर्ड थे और उनका जन्म उस ग्लेन में हुआ था जिसे मैंने 1902 में खरीदा था और डनफर्मलाइन को एक सार्वजनिक पार्क के लिए भेंट किया था। तो इस तरह डनफर्मलाइन के 2 लोग पिटेनक्रीफ के लॉर्ड रहे हैं जिनका मुख्य काम पिट्सबर्ग में था। एक ने पिट्सबर्ग का नाम रखा और दूसरे ने उसके विकास के लिए काम किया। स्टील मिलों का नामकरण करते समय हमारी इच्छा अपने दोस्त एडगर थॉमसन को सम्मानित करने की थी, लेकिन जब मैंने उनका नाम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी तो उनका जवाब महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिकन स्टील रेल की बात है, उन्हें नहीं लगता कि वे अपना नाम उनसे जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल भी भरोसेमंद साबित नहीं हुई थी। बेशक अनिश्चितता एक्सपेरिमेंटल स्टेज से अलग नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब अमेरिका में स्टील रेल बनाना संभव है, जो हर मामले में विदेशी चीज जितनी ही अच्छी होंगी और हम अपनी रेल के लिए वही इज्जत हासिल करना चाहते हैं जो कीस्टोन पुलों और क्लोमन एक्सेल को मिली है, तो वे मान गए। वे बहुत उत्सुक थे कि हम पेंसिल्वेनिया रेल रोड पर ज़मीन खरीदें, क्योंकि उनका पहला विचार हमेशा उसी कंपनी के लिए होता था। इससे पेंसिल्वेनिया कंपनी हमारे ट्रैफिक पर एकाधिकार मिल जाता। जब वे कुछ महीने बाद पिट्सबर्ग गए और मिस्टर रॉबर्ट पिटकर्न, जो पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट के तौर पर मेरे उत्तराधिकारी थे, ने उन्हें ब्रैडॉक स्टेशन पर नए कामों की जगह दिखाई, जिससे हमें न केवल उनकी अपनी लाइन से बल्कि प्रतिद्वंद्वी बाल्टीमोर और ओहियो लाइन से भी कनेक्शन मिला। और एक प्रतिद्वंद्वी के साथ एक मामले में दोनों से बड़ा ओहियो नदी। उन्होंने रॉबर्ट से अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, जैसा कि रॉबर्ट ने मुझे बताया, एनडी को अपना काम कुछ मील और पूर्व में लगाना चाहिए था, लेकिन मिस्टर थॉमसन उन अच्छे और पर्याप्त कारणों को जानते थे जिन्होंने अद्वितीय जगह के चयन को निर्धारित किया था। जब सितंबर 1873 का वित्तीय संकट हम पर आया, तब तक काम काफी आगे बढ़ चुका था। तब मैंने अपने व्यावसायिक जीवन के सबसे चिंताजनक दौर में प्रवेश किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक सुबह हमारे गर्मियों के कॉटेज में एलिगेनी पहाड़ों में क्रेसॉन में एक टेलीग्राम आया जिसमें जे कुक एंड कंपनी के दिवालिया होने की घोषणा की गई थी। उसके बाद लगभग हर घंटे किसी नई आपदा की खबर आती रही। एक के बाद एक कंपनियां दिवालिया होती गईं। हर सुबह सवाल ये होता था कि अगला कौन जाएगा। हर विफलता ने अन्य कंपनियों के संसाधनों को कम कर दिया। एक के बाद एक नुकसान होता रहा जब तक कि व्यवसाय में पूरी तरह से ठहराव नहीं आ गया। हर कमजोर कड़ी का पता चला और जो कंपनियां अन्यथा मजबूत होती, वे काफी हद तक इसलिए डूब गईं क्योंकि हमारे देश में एक उचित बैंकिंग प्रणाली की कमी थी। हमें अपने कर्जों के बारे में ज्यादा चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। हमें अपने कर्जों का जो भुगतान करना था, उससे हमें ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती थी, बल्कि हमें अपने देनदारों के लिए जो भुगतान करना पड़ सकता था, उससे परेशानी थी। ये हमारे देय बिल नहीं थे, बल्कि हमारे प्राप्य बिल थे, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमें जल्द ही दोनों का भुगतान शुरू करना था। यहाँ तक कि हमारे अपने बैंकों को भी हमसे अनुरोध करना पड़ा कि हम अपने बैलेंस से पैसे ना निकालें। एक घटना मुद्रा की स्थिति पर कुछ प्रकाश डालेगी। हमारे भुगतान के दिनों में से एक आ रहा था। $1,00,000 छोटे नोटों में बिल्कुल आवश्यक थे और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमने न्यूयॉर्क में $2,400 का प्रीमियम दिया और उन्हें पिट्सबर्ग भेजा।
सबसे अच्छे। गिरवी रखने पर भी पैसा उधार लेना असंभव था, लेकिन मेरे पास जो सुरक्षाएं रिजर्व में थीं, उन्हें बेचकर काफ़ी राशियां प्राप्त हुईं। कंपनी ने बाद में उन्हें बदलने का वादा किया। ऐसा हुआ कि कुछ रेलवे कंपनियों, जिनकी लाइनें पिट्सबर्ग में केंद्रित थीं, ने हमें आपूर्ति की गई सामग्री के लिए बड़ी रकम देनी थी। फोर्ट वैन रोड सबसे बड़ा देनदार था। मुझे याद है कि मैंने फोर्ट वैन के उपाध्यक्ष मिस्टर थॉ से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें अपना पैसा चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, आपको आपका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आजकल हम कुछ भी ऐसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं जिसका विरोध न किया जा सके। बहुत बढ़िया, मैंने कहा। आपके फ्रेट बिल उसी कैटेगरी में आते हैं और हम आपके बेहतरीन उदाहरण को फॉलो करेंगे। अब मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ कि हम आपको फ्रेट के लिए $1 भी नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा, तो हम आपका फ्रेट रोक देंगे। मैंने कहा कि हम यह रिस्क लेंगे, रेलवे कंपनी इतनी हद तक नहीं जा सकती थी। और सच तो ये है कि हम कुछ समय तक फ्रेट बिल का पेमेंट किए बिना काम चलाते रहे। पिट्सबर्ग के मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपनी बढ़ती हुई देनदारियों का पेमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन था, जब उनके कस्टमर्स ने पेमेंट बंद कर दिया था। बैंक मैच्योर होने वाले पेपर को रिन्यू करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जैसा कि वे हमेशा करते आए हैं, और हम सुरक्षित रूप से इस मुश्किल से निकल गए। लेकिन इस तरह के मुश्किल दौर में मेरे मन में एक ही बात सबसे ऊपर थी, और वह थी और ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा करना और उसे अपने बिजनेस में रखना, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फिर कभी ऐसी रातों और दिनों की परेशानी भरी चिंता से न गुजरना पड़े। इस बड़े संकट में अपने बारे में बात करूं तो मैं शुरू में पार्टनर्स में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और चिंतित था। मैं खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने आखिरकार अपनी फाइनेंशियल स्थिति की मजबूती देखी, तो मैं फिलोसॉफिकल रूप से शांत हो गया और मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार पाया। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन अलग-अलग बैंकों के डायरेक्टर्स के कमरों में जाने के लिए जिनके साथ हम डील करते थे, और अपनी पूरी स्थिति उनके बोर्ड के सामने रखने के लिए। मुझे लगा कि इसका नतीजा हमारे लिए कुछ भी बदनामी वाला नहीं होगा। हमारे बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने फिजूल खर्ची नहीं की थी। हमारी जीवन शैली इसके बिल्कुल उलट थी। महंगे घर बनाने के लिए बिजनेस से कोई पैसा नहीं निकाला गया था, और सबसे बढ़कर हम में से किसी ने भी स्टॉक एक्सचेंज पर सट्टेबाजी का जोखिम नहीं उठाया था, या मुख्य बिजनेस से जुड़े उद्यमों के अलावा किसी अन्य उद्यम में निवेश नहीं किया था। न ही हमने दूसरों के साथ एंडोर्समेंट का आदान प्रदान किया था। इसके अलावा हम एक सफल बिजनेस दिखा सकते थे जो हर साल पैसा कमा रहा था। इस तरह मैं अपने पार्टनर्स के डर को हंसकर टालने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे ज़्यादा खुश नहीं था कि हमारे फाइनेंस के बारे में किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिस्टर कोलमैन, जो एक अच्छे और सच्चे दोस्त थे, जिनके पास काफ़ी पैसा और शानदार क्रेडिट था, उन्होंने हमें अपना समर्थन देने के लिए खुद ही आगे बढ़कर मदद की। इसमें हम अकेले खड़े थे। विलियम कोलमैन का नाम, जो एक मजबूत सहारा था, सिर्फ हमारे लिए था। लिखते समय वह महान बूढ़ा आदमी मेरे सामने कैसे आ जाता है। उसकी देशभक्ति की कोई सीमा नहीं थी। एक बार जब वह अपनी मिलों का दौरा कर रहे थे, जो हमेशा की तरह 4 जुलाई को बंद थीं, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग बॉयलर की मरम्मत कर रहे हैं। उन्होंने मैनेजर को अपने पास बुलाया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने सारा काम रोकने का आदेश दिया। 4 जुलाई को काम, उन्होंने चिल्लाकर कहा, जब मरम्मत के लिए कितने सारे रविवार हैं। वह बहुत गुस्से में थे। जब 1873 का चक्रवात हम पर आया, तो हमने तुरंत हर तरफ से सावधानियां बरतनी शुरू कर दी। बहुत अनिच्छा से हमने फैसला किया कि नए स्टील कारखाने का निर्माण कुछ समय के लिए रोकना होगा। कई प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने उनमें निवेश किया था, अपने भुगतान करने में असमर्थ हो गए, और मुझे उनके हितों को अपने हाथ में लेना पड़ा और सभी को पूरी लागत वापस करनी पड़ी। इस तरह कंपनी का नियंत्रण मेरे हाथों में आ गया। तूफान के पहले झटके ने स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी वित्तीय दुनिया को प्रभावित किया था। कुछ समय बाद यह वाणिज्यिक और विनिर्माण दुनिया तक पहुंचा, लेकिन स्थिति और खराब होती गई और आखिरकार उस संकट में बदल गई जिसमें
टेक्सास पैसिफिक उद्यम में मेरे दोस्त शामिल थे, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ये मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। लोग मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि टेक्सास समूह के साथ मेरे इतने घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद मैं किसी भी तरह से उनके वित्तीय दायित्वों से खुद को अलग रख सकता था। मिस्टर शॉइनबर्गर पिट्सबर्ग में एक्सचेंज बैंक के अध्यक्ष, जिसके साथ हम बड़ा व्यवसाय करते थे, न्यूयॉर्क में थे जब उन्हें मिस्टर स्कॉट और मिस्टर थॉमसन की परेशानी की खबर मिली। वह जल्दी से पिट्सबर्ग पहुंचे और अगली सुबह अपने बोर्ड की बैठक में कहा कि यह बिल्कुल असंभव है कि मैं उनके साथ शामिल न हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक हमारे और बिलों को डिस्काउंट करने से मना कर दें। उन्हें यह जानकर चिंता हुई कि हमारे एंडोर्समेंट वाले और डिस्काउंट पर चल रहे बिलों की राशि इतनी बड़ी थी। गंभीर परेशानी से बचने के लिए मेरी ओर से तुरंत कार्रवाई आवश्यक थी। मैंने पिट्सबर्ग के लिए पहली ट्रेन ली और वहाँ सभी संबंधित लोगों को यह बताने में सक्षम था कि हालांकि मैं टेक्सास एंटरप्राइज में एक शेयर होल्डर था, मेरा इंटरेस्ट चुका दिया गया था। मेरा नाम उनके किसी भी पेपर या किसी अन्य बकाया पेपर पर $1 के लिए भी नहीं था। मैं बिना किसी वित्तीय दायित्व या ऐसी संपत्ति के साफ सुथरा था जो मेरी नहीं थी और जिसके लिए पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था। मेरे एकमात्र दायित्व हमारे व्यवसाय से जुड़े थे और मैं इसके लिए अपने हर डॉलर को गिरवी रखने और फर्म के हर बकाया दायित्व का समर्थन करने के लिए तैयार था। इस समय तक व्यवसाय में मेरी प्रतिष्ठा एक साहसी, निडर और शायद कुछ हद तक लापरवाह युवा व्यक्ति के रूप में थी। हमारे संचालन व्यापक थे, हमारी वृद्धि तेज थी और हालांकि अभी भी युवा था, मैं लाखों का लेन देन कर रहा था। पिट्सबर्ग के बुजुर्गों को मेरा अपना करियर ठोस से कहीं अधिक शानदार लगा। मैं एक अनुभवी व्यक्ति को जानता हूं जिसने घोषणा की कि अगर एंड्रयू कार्नेगी का दिमाग उसे पार नहीं करा पाया तो उसकी किस्मत करा देगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह सुझाए गए अनुमान से सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि कोई भी सक्षम निर्णायक ये जानकर हैरान होगा कि मैंने अपने या अपने भागीदारों के लिए कितना कम जोखिम उठाया। जब मैंने बड़े काम किए तो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी जैसी कोई बड़ी कॉरपोरेशन मेरे पीछे थी और जिम्मेदार पार्टी थी। मेरे पास स्कॉच सावधानी की कमी कभी नहीं रही। लेकिन मैं पिट्सबर्ग के विनिर्माण पिताओं के लिए कभी कभी कुछ हद तक एक डेयर डेविल था। वे बूढ़े थे और मैं जवान था, जिससे सारा फर्क पड़ा। पिट्सबर्ग के वित्तीय संस्थानों को मेरे और हमारे उद्यमों के बारे में जो डर था, वह शायद कुछ हद तक अतार्किक विश्वास में बदल गया। हमारा क्रेडिट अजेय हो गया और उसके बाद वित्तीय दबाव के समय में हमें पैसे की पेशकश कम होने के बजाय बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे पुराने बैंक ऑफ पिट्सबर्ग में जमा राशि कभी भी इतनी अधिक नहीं थी जितनी तब थी जब अन्य बैंकों में जमा राशि कम हो गई थी। यह अमेरिका का एकमात्र बैंक था जिसने अपने सर्कुलेशन को सोने में भुनाया, कानून के तहत शरण लेने और अपने दायित्वों का भुगतान ग्रीनबैक में करने से इनकार कर दिया। इसके पास कुछ नोट थे और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निर्णय एक विज्ञापन के रूप में काम आया। मेरे दोस्तों मिस्टर स्कॉट, मिस्टर थॉमसन और दूसरों की शर्मिंदगी के अलावा बाद में हम पर एक और भी बड़ी मुसीबत आई जब पता चला कि हमारे पार्टनर मिस्टर एंड्रयू क्लोमन को कुछ सट्टेबाज लोगों ने एस्कनाबा आयरन कंपनी में फंसा लिया था। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि कंपनी को स्टॉक कंपनी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होने से पहले उनके साथियों ने बहुत ज्यादा कर्ज बना लिया था, लगभग $7 लाख। मिस्टर क्लोमन को वापस लाने का दिवालिया होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस बात से हमें पिछले सभी झटकों से ज्यादा बड़ा झटका लगा, क्योंकि मिस्टर क्लोमन एक पार्टनर होने के नाते अपने पार्टनर्स को बताए बिना किसी दूसरी आयरन कंपनी या किसी अन्य कंपनी में जिसमें पर्सनल कर्ज शामिल हो इन्वेस्ट करने का कोई हक नहीं था। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी नियम है, पार्टनर्स से कोई राज नहीं। इस नियम की अनदेखी से न सिर्फ मिस्टर क्लोमन खुद बल्कि हमारी कंपनी भी खतरे में पड़ गई।
क्योंकि यह मेरे टेक्सास पैसिफिक दोस्तों की मुश्किलों के ठीक बाद हुआ, जिनके साथ मैं काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ था। कुछ समय के लिए सवाल यह था कि क्या सच में कुछ भी ठीक है, हम ऐसी कौन-सी मज़बूत ज़मीन ढूँढ सकते थे जिस पर हम खड़े हो सकें? अगर मिस्टर क्लोमन एक बिज़नेसमैन होते तो इस खोज के बाद उन्हें फिर से हमारे साथ पार्टनर बनने देना नामुमकिन होता। हालाँकि वो ऐसे नहीं थे, बल्कि कुछ बिज़नेस क्षमता वाले सबसे काबिल प्रैक्टिकल मैकेनिक थे। मिस्टर क्लोमन की ख्वाहिश ऑफ़िस में रहने की थी, जहाँ वह बेकार से भी बदतर थे, बजाय इसके कि मिल में नई मशीनरी बनाने और चलाने का काम करें, जहाँ उनका कोई मुकाबला नहीं था। हमें उन्हें उनकी सही जगह पर रखने और वहीं बनाए रखने में कुछ दिक्कत हुई, जिसकी वजह से शायद उन्होंने कहीं और रास्ता ढूँढने की कोशिश की। शायद उन्हें उन लोगों ने खुश किया जो समाज में जाने-माने थे, और इस मामले में उन्हें ऐसे लोगों ने बहकाया जो उनकी मैकेनिकल काबिलियत के अलावा उनकी शानदार बिज़नेस क्षमताओं की तारीफ़ करके उन तक पहुँचना जानते थे। ऐसी क्षमताएँ जिन्हें उनके अपने पार्टनर्स, जैसा कि पहले ही बताया गया है, बहुत कम पहचानते थे। मिस्टर क्लोमन के दिवालिया कोर्ट से गुजरने और फिर से आज़ाद होने के बाद हमने उन्हें अपने बिजनेस में 10% हिस्सा ऑफर किया, जिसके लिए हमने सिर्फ असल इन्वेस्ट की गई पूंजी ली, गुडविल के लिए कुछ भी नहीं। ये हम उनके लिए तब तक चलाने वाले थे जब तक मुनाफे से इसका भुगतान न हो जाए। हम सिर्फ लागत पर ब्याज लेने वाले थे और उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी थी। ये ऑफर इस शर्त के साथ था कि वह किसी दूसरे बिजनेस में शामिल नहीं होंगे या दूसरों के लिए गारंटी नहीं देंगे, बल्कि अपना पूरा समय और ध्यान मिलों के मैकेनिकल काम पर देंगे, न कि बिजनेस मैनेजमेंट पर। अगर उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मना लिया जाता, तो वह करोड़पति बन जाते, लेकिन उसका घमंड और खासकर उसके परिवार का घमंड शायद इसकी इजाज़त नहीं देता। वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, और मेरी तरफ से और मेरे सहयोगियों की तरफ से बार-बार अपील करने के बावजूद वह अपने बेटों को बिजनेस मैनेजर बनाकर एक नई प्रतिद्वंद्वी कंपनी शुरू करने के अपने फैसले पर अड़ा रहा। नतीजा नाकामी और समय से पहले मौत हुई। हम कितने बेवकूफ़ हैं कि हम यह नहीं पहचान पाते कि हम किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फिट हैं और क्या कर सकते हैं, न सिर्फ आसानी से बल्कि खुशी से, उस काम के मास्टर के तौर पर। मैंने एक से ज़्यादा काबिल आदमियों को देखा है जो ऑफिस में गलतियां करते रहे, जबकि उनमें मिल के लिए बहुत टैलेंट था, और उन्होंने खुद को चिंताओं और परेशानियों से दबाकर थका दिया। उनकी जिंदगी लगातार दुख का सिलसिला बन गई, और आखिर में नतीजा नाकामी रहा। मुझे मिस्टर क्लोमन जितना किसी और से अलग होने का अफसोस नहीं हुआ। उनका दिल अच्छा था, उनका दिमाग मैकेनिकल कामों में बहुत तेज था, और अगर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता, तो मुझे लगता है कि वह हमारे साथ ही रहना पसंद करते। दूसरों से कैपिटल के ऑफर, ऐसे ऑफर जो ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आए, इन चीज़ों ने उनका दिमाग खराब कर दिया, और वह महान मैकेनिक जल्द ही बिजनेस के मामले में एक नाकाम आदमी साबित हुआ। पार्टनर, किताबें और यात्रा। जब मिस्टर क्लोमन ने हमसे अपना संबंध खत्म कर लिया, तो विलियम बोर्नट्रेगर को मिलों का चार्ज देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मुझे हमेशा विलियम के करियर की ओर इशारा करते हुए खास खुशी हुई है। वह सीधे जर्मनी से आया था, एक जवान आदमी जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, लेकिन मिस्टर क्लोमन से दूर का रिश्ता होने के कारण उसे मिलों में काम पर रखा गया। पहले एक छोटी सी पोस्ट पर। उसने जल्दी ही अंग्रेजी सीख ली और $6 प्रति सप्ताह पर शिपिंग क्लर्क बन गया। उसे मैकेनिकल जानकारी बिल्कुल नहीं थी, फिर भी अपने मालिक के हितों के लिए उसका जोश और मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि वह जल्दी ही मिल में हर जगह मौजूद रहने, सब कुछ जानने और सब कुछ संभालने के लिए मशहूर हो गया। विलियम एक खास इंसान था। वह कभी भी अपनी जर्मन बोलचाल की आदतें नहीं छोड़ पाया, और उसकी उल्टी सीधी अंग्रेजी ने उसकी बातों को बहुत असरदार बना दिया। उसकी देख रेख में यूनियन आयरन मिल्स हमारे बिजनेस की सबसे फायदेमंद ब्रांच बन गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसने खुद को बहुत ज़्यादा थका लिया था, और हमने उसे यूरोप की यात्रा पर भेजने का फैसला किया। वह वॉशिंगटन होते हुए न्यूयॉर्क आया। जब वह न्यूयॉर्क में मुझसे मिला,
तो उसने कहा कि वह जर्मनी जाने के बजाय पिट्सबर्ग लौटने के लिए ज़्यादा उत्सुक है। वॉशिंगटन स्मारक पर चढ़ते समय उसने सीढ़ियों में और दूसरी पब्लिक बिल्डिंगों में कार्नेगी बीम देखे थे। और जैसा कि उसने कहा, इससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तुरंत वापस जाकर देखना चाहता था कि मिल में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। सुबह जल्दी और रात को अंधेरे में देर तक विलियम मिलों में रहता था। उसकी ज़िंदगी वहीं थी। वह उन पहले नौजवानों में से था जिन्हें हमने पार्टनर बनाया था। और मुझे याद है कि अपनी मौत के समय उस गरीब जर्मन लड़के की इनकम लगभग $50,000 सालाना थी, जिसका हर पैसा उसने कमाया था। उसके बारे में कई कहानियां हैं। साल के बिजनेस का जश्न मनाने के लिए हमारे पार्टनरों के डिनर में हर किसी को छोटी छोटी स्पीच देनी थी। विलियम ने अपनी भाषण का सार इस तरह बताया: हमें जो करना है सज्जनों, वह है कीमतें बढ़ाना और लागत कम करना, और हर आदमी अपने दम पर खड़ा हो। जोरदार, देर तक और बार बार हंसी हुई। कैप्टन इवेंस, फाइटिंग बॉब, एक समय हमारे मिलों में सरकारी इंस्पेक्टर थे। वह बहुत सख्त थे। विलियम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे और आखिरकार उन्होंने कैप्टन को नाराज कर दिया, जिन्होंने उनके व्यवहार की शिकायत की। हमने विलियम को एक सरकारी अधिकारी को खुश करने का महत्व समझाने की कोशिश की। विलियम का जवाब था, लेकिन वह आता है और मेरे सिगार पीता है। बहादुर कैप्टन। विलियम एक सेंट वाले व्हीलिंग टोबीज का आनंद लेते थे, और फिर वह जाता है और मेरे लोहे को खराब बताता है। आप ऐसे आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन मैं माफी मांगूंगा और कल उसके साथ सही व्यवहार करूंगा। कैप्टन को यकीन दिलाया गया कि विलियम ने उचित सुधार करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने बाद में हंसते हुए हमें बताया कि विलियम की माफी ये थी: ठीक है कैप्टन, मुझे उम्मीद है कि आप आज सुबह ठीक होंगे। मुझे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है कैप्टन। अपना हाथ बढ़ाते हुए, जिसे कैप्टन ने आखिरकार ले लिया और सब ठीक हो गया। विलियम ने एक बार हमारे पड़ोसी पिट्सबर्ग के अग्रणी स्टील निर्माता जेम्स पार्क को पुराने रेल का एक बड़ा लॉट बेचा, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते थे। मिस्टर पार्क ने उन्हें बहुत खराब गुणवत्ता का पाया। उन्होंने नुकसान के लिए दावा किया और विलियम से कहा गया कि उन्हें मिस्टर फिप्स के साथ मिस्टर पार्क से मिलने और मामला निपटाने जाना होगा। मिस्टर फिप्स मिस्टर पार्क के ऑफिस में गए, जबकि विलियम ने खराब सामग्री की तलाश में काम की जगह का जायजा लिया, जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। विलियम अच्छी तरह जानते थे कि कहाँ देखना है। आखिरकार वह ऑफिस में दाखिल हुए और इससे पहले कि मिस्टर पार्क कुछ कह पाते, विलियम ने शुरू किया: मिस्टर पार्क, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि जो पुरानी रेल मैंने आपको बेची है, वे स्टील के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं वे सभी आपसे वापस खरीद लूंगा, आपके लिए $5 प्रति टन मुनाफा। विलियम अच्छी तरह जानते थे कि उन सभी का इस्तेमाल हो चुका था। मिस्टर पार्क हैरान रह गए और मामला खत्म हो गया। विलियम जीत गए थे। पिट्सबर्ग की मेरी एक विजिट के दौरान विलियम ने मुझसे कहा कि वह मुझे कुछ खास बताना चाहता है, कुछ ऐसा जो वह किसी और को नहीं बता सकता। यह जर्मनी की ट्रिप से लौटने के बाद की बात है। वहां उसे कुछ दिनों के लिए अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से मिलने के लिए कहा गया था, जो अब प्रोफेसर बन गया था। ठीक है मिस्टर कार्नेगी, उसकी बहन जो उसका घर संभालती थी, वह मेरे प्रति बहुत दयालु थी। और जब मैं हैम्बर्ग पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं उसे बस एक छोटा सा तोहफा भेज दूं। उसने मुझे एक खत लिखा, फिर मैंने उसे खत लिखा। उसने मुझे लिखा और मैंने उसे लिखा, और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझसे शादी करेगी। वह बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने हाँ लिखा। फिर मैंने उससे न्यूयॉर्क आने के लिए कहा और मैं उससे वहाँ मिला। लेकिन मिस्टर कार्नेगी, वे लोग बिजनेस और मिलों के बारे में कुछ नहीं जानते। उसके भाई ने मुझे लिखा कि वे चाहते हैं कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ और जर्मनी में उससे शादी करूँ, और मैं मिलों से फिर से दूर नहीं जा सकता। मैंने सोचा कि मैं बस आपसे इसके बारे में पूछ लूँ। बेशक तुम फिर से जा सकते हो। बिल्कुल सही विलियम, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे उसके परिवार वालों के बारे में यह सोचकर अच्छा लगा। तुम तुरंत जाओ और उसे घर ले आओ। मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगा। फिर विदा होते समय मैंने कहा, विलियम, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रेमिका एक खूबसूरत लंबी पीच एंड क्रीम जैसी जर्मन युवती है।
ठीक है मिस्टर कार्नेगी, वह थोड़ी मोटी है। अगर मेरे पास उसे चलाने का मौका होता तो मैं उसे बस एक और पास देता। विलियम के सभी इलस्ट्रेशन मिल प्रैक्टिस पर आधारित थे। आज सुबह जून 2020 1912 जब मैं ये कहानी दोबारा पढ़ रहा था तो मुझे जोर से हंसी आ रही थी। लेकिन मैंने ऐसा तब भी किया था जब मैंने पढ़ा था कि हर आदमी को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। मिस्टर फिप्स मिल्स के कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड थे, लेकिन जब हमारा बिजनेस बढ़ाया गया तो उन्हें स्टील बिजनेस के लिए ज़रूरत पड़ी। एक और युवा आदमी विलियम एल एबॉट ने उनकी जगह ली। मिस्टर एबॉट की कहानी कुछ हद तक बोर्न ट्रैगर जैसी ही है। वह हमारे पास एक छोटी सैलरी पर क्लर्क के तौर पर आए और जल्द ही उन्हें आयरन मिल्स के बिजनेस की जिम्मेदारी देकर आगे भेज दिया गया। वह विलियम्स से कम सफल नहीं थे। वह विलियम के बराबर हिस्सेदारी के साथ पार्टनर बन गए और आखिरकार कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। मिस्टर करी ने इस समय तक लूसी फर्नेस के मैनेजमेंट में खुद को साबित कर दिया था और वह पार्टनर्स में शामिल हो गए, दूसरों के साथ बराबर हिस्सा बांटते हुए। बिजनेस को सफल बनाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो उन लोगों को प्रमोट करने की पॉलिसी का मुकाबला कर सके जो असाधारण सेवा देते हैं। हमने आखिरकार कार्नेगी मैककेंडलेस एंड कंपनी की फर्म को एडगर थॉमसन स्टील कंपनी में बदल दिया और इसमें मेरे भाई और मिस्टर फिप्स को शामिल किया, जिन्होंने शुरू में अपने बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग सीनियर के साथ स्टील बिजनेस में जाने से मना कर दिया था। लेकिन जब मैंने उन्हें पहले साल की कमाई दिखाई और उनसे कहा कि अगर वे स्टील में नहीं आए तो वे गलत नाव में होंगे, तो उन दोनों ने दोबारा सोचा और हमारे साथ आ गए। ये उनके लिए और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी। मेरा अनुभव रहा है कि अलग अलग फील्ड से बिना सोचे समझे इकट्ठा किए गए नए लोगों की कोई भी पार्टनरशिप शुरू में बनी हुई एक अच्छी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन साबित नहीं हो सकती। बदलाव की ज़रूरत होती है। हमारी एडगर थॉमसन स्टील कंपनी भी इस नियम का कोई अपवाद नहीं थी। रेल बनाने से पहले ही मिस्टर कोलमैन एक रेलवे अधिकारी के मैनेजमेंट से असंतुष्ट हो गए थे, जो हमारे पास तरीके और काबिलियत के लिए बहुत अच्छी और सही प्रतिष्ठा के साथ आए थे। इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मिस्टर कोलमैन की दिलचस्पी थी। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगा जब हमें पता चला कि उनका फैसला सही था। नया आदमी रेलवे ऑडिटर था और अकाउंट्स में बहुत अच्छा था, लेकिन उससे या किसी भी दूसरे ऑफिस वाले आदमी से ये उम्मीद करना गलत था कि वह मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखेगा और शुरू से ही सफल हो जाएगा। उसके पास इस नए काम के लिए न तो ज्ञान था और न ही ट्रेनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वह एक शानदार ऑडिटर नहीं था। ये हमारी अपनी गलती थी कि हम असंभव की उम्मीद कर रहे थे। मिलें आखिरकार शुरू होने के लिए लगभग तैयार थीं और ऑडिटर द्वारा प्रस्तावित एक संगठन मेरे सामने मंजूरी के लिए रखा गया। मैंने देखा कि उसने काम को दो विभागों में बांट दिया था और एक का कंट्रोल मिस्टर स्टीवेंसन को दिया था, जो एक स्कॉटिश थे जिन्होंने बाद में एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर एक शानदार रिकॉर्ड बनाया, और दूसरे का कंट्रोल मिस्टर जोन्स को दिया था। मुझे यकीन है कि स्टील कंपनी की सफलता पर उस फैसले से ज़्यादा किसी और चीज़ का असर नहीं पड़ा जो मैंने उस प्रस्ताव पर दिया था। किसी भी हालत में दो आदमी एक ही काम में बराबर अधिकार के साथ नहीं हो सकते थे। दो कमांडर इन चीफ वाली सेना, दो कप्तान वाला जहाज एक ही जगह पर दो आदमियों के कमांड में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज़्यादा बुरी तरह से नुकसान नहीं उठा सकती, भले ही वे दो अलग अलग विभागों में हों। मैंने कहा, यह नहीं चलेगा। मैं मिस्टर स्टीवेंसन को नहीं जानता, न ही मैं मिस्टर जोन्स को जानता हूँ, लेकिन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनाना होगा और उसे ही अकेले आपको रिपोर्ट करना होगा। ये फैसला मिस्टर जोन्स के पक्ष में गया और इस तरह हमें डी कैप्टन मिले, जिन्होंने बाद में अपना नाम हर जगह मशहूर किया जहां भी बेसेमर स्टील का निर्माण होता है। कैप्टन उस समय काफ़ी जवान, दुबले पतले और फुर्तीले थे। उनकी कदकाठी में भी उनके वेल्श वंश की झलक दिखती थी, क्योंकि वे काफ़ी छोटे कद के थे। वह हमारे पास जॉनसटाउन के पास की फैक्ट्री से $2 प्रतिदिन के मैकेनिक के तौर पर आए थे। हमने जल्द ही देख लिया कि वह एक खास इंसान थे। उनकी हर हरकत से यह पता चलता था।
उन्होंने गृहयुद्ध के दौरान एक आम सैनिक के तौर पर स्वेच्छा से काम किया था और उन्होंने खुद को इतनी अच्छी तरह से संभाला कि वह एक कंपनी के कैप्टन बन गए, जो कभी पीछे हटने के लिए नहीं जानी जाती थी। एडगर थॉमसन वर्क्स की सफलता का बहुत सारा श्रेय इस आदमी को जाता है। बाद के सालों में उन्होंने फर्म में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया, जिससे वह करोड़पति बन सकते थे। मैंने एक दिन उससे कहा कि कुछ नौजवान जिन्हें हिस्सा दिया गया था, वे अब उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं और हमने उसे पार्टनर बनाने के लिए वोट किया है। इसमें कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि हमने हमेशा यह तय किया था कि दिए गए हिस्से की कीमत सिर्फ मुनाफे में से ही दी जाएगी। नहीं, उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे विचार बिजनेस पर चलें। मुझे इन कामों की देखभाल करने में ही काफ़ी परेशानी होती है। अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूँ, तो बस मुझे बहुत अच्छी सैलरी दे दो। ठीक है कैप्टन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की सैलरी तुम्हारी है। यही तो बात है, उस छोटे वेल्शमैन ने कहा। स्टील में हमारे कॉम्पिटिटर शुरू में हमें नज़रअंदाज करने को तैयार थे। अपने खुद के स्टील प्लांट शुरू करने में उन्हें जो दिक्कतें आई थीं, उन्हें देखते हुए वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम 1 और साल में रेल की पटरी डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाएँगे, और उन्होंने हमें कॉम्पिटिटर के तौर पर पहचानने से मना कर दिया। जब हमने शुरू किया था, तब स्टील रेल की कीमत लगभग $70 प्रति टन थी। हमने अपने एजेंट को देश भर में भेजा और उसे निर्देश दिया कि वह जितनी अच्छी कीमत पर ऑर्डर ले सके, ले। और इससे पहले कि हमारे कॉम्पिटिटर कुछ समझ पाते, हमने बड़ी संख्या में ऑर्डर हासिल कर लिए थे, जो हमें शुरू करने के लिए काफ़ी थे। मशीनरी इतनी परफेक्ट थी, प्लान इतने शानदार थे, कैप्टन जोन्स द्वारा चुने गए आदमी इतने कुशल थे, और वह खुद इतना बड़ा मैनेजर था कि हमारी सफलता ज़बरदस्त थी। मुझे लगता है कि मैं एक अनोखी बात रिकॉर्ड पर रख रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि पहले महीने के ऑपरेशन के नतीजे में $11,000 का मुनाफा हुआ। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इतना परफेक्ट था कि हमें मुनाफे की सही रकम पता थी। हमने अपने आयरन वर्क्स में अनुभव से सीखा था कि सही अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल के हर ट्रांसफ़र को चेक करने के लिए क्लर्क रखने से ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ नहीं है। स्टील में नया वेंचर इतनी अच्छी तरह से शुरू होने के बाद मैंने छुट्टी लेने के बारे में सोचना शुरू किया, और दुनिया घूमने का मेरा लंबे समय से चाहा गया मकसद सामने आया। मिस्टर JW वैंडेवोर्ट, वैंडी और मैं उसी हिसाब से 1878 के पतझड़ में निकल पड़े। मैं अपने साथ पेंसिल से लिखने के लिए कई पैड ले गया और रोज़ कुछ नोट्स बनाने लगा। मेरा कोई किताब पब्लिश करने का इरादा नहीं था, लेकिन सोचा शायद मैं अपने नोट्स की कुछ कॉपी प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए प्रिंट करवा लूं। जब कोई पहली बार अपनी बातें छपी हुई किताब के रूप में देखता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब प्रिंटर से पैकेज आया, तो मैंने किताब दोबारा पढ़ी और यह तय करने की कोशिश की कि क्या दोस्तों को कॉपी भेजना सही रहेगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुल मिलाकर ऐसा करना ही सबसे अच्छा होगा और नतीजे का इंतजार करना चाहिए। अपने दोस्तों के लिए किताब लिखने वाले लेखक को खराब रिस्पॉन्स की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि किताब की हल्की-फुल्की तारीफ करके उसे खराब कर दिया जाएगा। हालांकि मेरे मामले में रिस्पॉन्स उम्मीद से ज़्यादा अच्छे थे, और ऐसे थे कि मुझे यकीन हो गया कि लिखने वालों ने सच में किताब का आनंद लिया था, या कम से कम उन्होंने जो कहा था, उसका कुछ हिस्सा तो सच था। हर लेखक मीठी बातों पर यकीन करने लगता है। सबसे पहले जो चिट्ठियाँ आईं, उनमें से एक एंथनी ड्रेक्सेल की थी, जो फिलाडेल्फिया के बड़े बैंकर थे। उन्होंने शिकायत की थी कि मैंने उनकी कई घंटे की नींद खराब कर दी। किताब शुरू करने के बाद वह उसे नीचे नहीं रख पाए और खत्म करने के बाद सुबह 2 बजे सोए। इसी तरह की कई चिट्ठियाँ मिलीं। मुझे याद है कि सेंट्रल पैसिफिक रेलवे के प्रेसिडेंट मिस्टर हंटिंगटन एक सुबह मुझसे मिले और कहा कि वह मेरी बहुत तारीफ करने वाले हैं। वह क्या है? मैंने पूछा। अरे, मैंने तुम्हारी किताब शुरू से आखिर तक पढ़ी। ठीक है, मैंने कहा, ये इतनी बड़ी तारीफ नहीं है। हमारे दूसरे दोस्तों ने भी ऐसा किया है।
अरे हाँ, लेकिन शायद तुम्हारे दोस्तों में से कोई भी मेरे जैसा नहीं है। मैंने सालों से कोई किताब नहीं पढ़ी है, सिवाय अपनी लेज़र के, और मेरा तुम्हारी किताब पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे शुरू किया, तो मैं इसे नीचे नहीं रख पाया। मेरी लेज़र ही एकमात्र किताब है जिसे मैंने 5 सालों में पूरा पढ़ा है। मैं अपने दोस्तों की कही सारी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन दूसरों को जिन्होंने उनसे किताब ली थी, उन्हें वह पसंद आई, और मैं कुछ महीनों तक नशे वाली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खतरनाक रूप से नुकसानदायक नहीं, चापलूसी में रहा। किताब के कई एडिशन कॉपी की मांग को पूरा करने के लिए छापे गए। इसके कुछ नोटिस और अंश अखबारों में छपे, और आखिरकार चार्ल्स स्क्रिबनर सन्स ने इसे बाजार के लिए पब्लिश करने को कहा। तो राउंड वर्ल्ड 96 जनता के सामने आई, और मैं आखिरकार एक लेखक बन गया। इस यात्रा से मेरे लिए एक नया क्षितिज खुल गया। इसने मेरे बौद्धिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। स्पेंसर और डार्विन उस समय बहुत मशहूर थे, और मुझे उनके काम में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। मैंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को विकासवादी के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। चीन में मैंने कन्फ्यूशियस को पढ़ा, भारत में बुद्ध और हिंदुओं की पवित्र किताबें, बॉम्बे में पारसियों के बीच मैंने ज़ोरोस्टर का अध्ययन किया। मेरी यात्रा का परिणाम एक निश्चित मानसिक शांति लाना था। जहाँ पहले अराजकता थी, वहाँ अब व्यवस्था थी। मेरा मन शांत था। आखिरकार मुझे एक फ़िलॉसफ़ी मिल गई। क्राइस्ट के शब्द स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, मेरे लिए उनका एक नया मतलब था। न तो अतीत में और न ही भविष्य में, बल्कि अब। और यही स्वर्ग हमारे अंदर है। हमारे सभी कर्तव्य इसी दुनिया में और वर्तमान में है, और अधीर होकर उस चीज़ में झांकने की कोशिश करना जो परे है, उतना ही व्यर्थ है जितना कि बेकार। धर्मशास्त्र के सभी अवशेष जिनमें मैं पैदा हुआ और पला बड़ा था, वे सभी छाप जो स्वीडनबर्ग ने मुझ पर छोड़ी थी, अब मुझ पर असर डालना या मेरे विचारों पर हावी होना बंद कर दिया। मैंने पाया कि किसी भी राष्ट्र के पास उस रहस्योद्घाटन में पूरी सच्चाई नहीं है जिसे वह दिव्य मानता है, और कोई भी जनजाति इतनी नीची नहीं है कि उसे कुछ सच्चाई के बिना छोड़ दिया जाए। कि हर जाति का अपना महान शिक्षक रहा है। बुद्ध एक के लिए, कन्फ्यूशियस दूसरे के लिए, जोरोस्टर तीसरे के लिए, क्राइस्ट चौथे के लिए। मैंने इन सभी की शिक्षाओं को नैतिक रूप से समान पाया, ताकि मैं मैथ्यू अर्नोल्ड के साथ कह सकूं, जिसे मैं दोस्त कहने पर बहुत गर्व महसूस करता था। मनुष्य के बच्चों, वह अनदेखी शक्ति जिसकी आंख हमेशा मानवता का साथ देती है, उसने कभी किसी धर्म को तिरस्कार से नहीं देखा जिसे मनुष्यों ने कभी पाया हो। किसने कमजोर इच्छा शक्ति वालों को यह नहीं सिखाया कि वे कितना कर सकते हैं? कौन सूखे दिल में बारिश की तरह नहीं गिरा? किसने डूबे हुए, खुद से थके हुए आदमी से यह नहीं कहा, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा? एडविन अर्नोल्ड की द लाइट ऑन एशिया इसी समय आई, और मुझे हाल ही में पढ़ी गई किसी भी समान काव्य रचना से ज्यादा खुशी दी। मैं अभी अभी भारत में था, और किताब मुझे फिर से वहीं ले गई। मेरी इसकी सराहना लेखक के कानों तक पहुंची, और बाद में लंदन में उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुझे किताब की मूल पांडुलिपि भेंट की। यह मेरे सबसे कीमती खजानों में से एक है। हर व्यक्ति जो कर सकता है, भले ही बलिदान देकर दुनिया भर की यात्रा करे, इसकी तुलना में अन्य सभी यात्राएं अधूरी लगती हैं। हमें पूरी चीज के हिस्सों की केवल अस्पष्ट छाप देती हैं। जब चक्र पूरा हो जाता है, तो आपको लौटने पर लगता है कि आपने बेशक केवल मोटे तौर पर वह सब कुछ देख लिया है जो देखने लायक है। सभी हिस्से एक सममित पूरे में फिट हो जाते हैं, और आप देखते हैं मानवता जहां भी इसे रखा जाता है, वह एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपनी नियति को पूरा कर रही है। दुनिया का यात्री जो विभिन्न धर्मों की बाइबिल का ध्यान से अध्ययन करता है, पूर्व के धर्मों का अध्ययन करेगा, उसे इसका अच्छा फल मिलेगा। निष्कर्ष यह निकलेगा कि हर देश के निवासी अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं। वे खुश होते हैं कि उनका भाग्य वही है, और उन कम भाग्यशाली लोगों पर दया करते हैं जिन्हें उनकी पवित्र सीमाओं से परे रहने के लिए मजबूर किया गया है। सभी
राष्ट्रों के लोग आमतौर पर खुश रहते हैं। हर कोई निश्चित है कि पूरब हो या पश्चिम, घर सबसे अच्छा है। हमारी दुनिया भर की यात्रा से इसके 2 उदाहरण देखे जा सकते हैं। सिंगापुर के पास जंगल में टैपियोका मजदूरों से मिलते समय हमने उन्हें व्यस्त पाया। बच्चे बिल्कुल नंगे दौड़ रहे थे। माता-पिता आमतौर पर ढीले-ढाले कपड़ों में थे। हमारे दल ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। हमने अपने गाइड से लोगों को बताने के लिए कहा कि हम एक ऐसे देश से आए हैं जहाँ हमारे सामने ऐसे तालाब का पानी साल के इस मौसम में जम जाता है और हम उस पर चल सकते हैं, और कभी-कभी यह इतना कठोर हो जाता है कि घोड़े और गाड़ियां बर्फ पर चौड़ी नदियां पार कर जाती हैं। वे हैरान हुए और पूछा कि हम वहां आकर उनके साथ क्यों नहीं रहते। वे सच में बहुत खुश थे। फिर से नॉर्थ केप के रास्ते में हम लैपलैंडर्स के एक 12 सिंगा शिविर में गए। जहाज से एक नाविक को दल के साथ जाने के लिए नियुक्त किया गया था। मैं उसके साथ घर की ओर चला और जैसे ही हम फ्योर्ड के पास पहुंचे, नीचे और सामने के किनारे की ओर देखते हुए हमने कुछ बिखरी हुई झोपड़ियां और एक 2 मंजिला घर बनते हुए देखा। वह नई इमारत किस लिए है? हमने पूछा। वह ट्रोम्सो में पैदा हुए एक आदमी का घर बनने वाला है जिसने बहुत पैसा कमाया है और अब अपने दिन बिताने के लिए वापस आ गया है। वह बहुत अमीर है। आपने मुझे बताया कि आपने पूरी दुनिया की यात्रा की है। आपने लंदन, न्यूयॉर्क, कोलकाता, मेलबर्न और अन्य जगहें देखी हैं। अगर आपने उस आदमी की तरह दौलत कमाई होती तो बुढ़ापे में आप किस जगह को अपना घर बनाते? जब उसने कहा तो उसकी आंखें चमक उठी। ट्रोम्सो जैसी कोई जगह नहीं है। ये आर्कटिक सर्कल में है। 6 महीने रात रहती है, लेकिन उसका जन्म ट्रोम्सो में हुआ था। घर, प्यारा प्यारा घर, जीवन की स्थितियों या प्रकृति के नियमों में जिनमें से कुछ हमें दोषपूर्ण लगते हैं, कुछ स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और निर्दयी लगते हैं। कई ऐसे हैं जो हमें अपनी सुंदरता और मिठास से चकित करते हैं। घर के प्रति प्रेम, चाहे उसका स्वरूप या स्थान कुछ भी हो, निश्चित रूप से इनमें से एक है। और यह जानकर कितनी खुशी होती है कि सर्वोच्च सत्ता ने रहस्योद्घाटन को किसी एक जाति या राष्ट्र तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हर जाति के पास उसके विकास के वर्तमान चरण के लिए सबसे उपयुक्त संदेश है। अज्ञात शक्ति ने किसी की उपेक्षा नहीं की है। कोचिंग यात्रा और विवाह। मेरे पैतृक शहर डनफर्मलाइन की आज़ादी मुझे दी गई। जुलाई 12 1877। ये पहली आज़ादी और सबसे बड़ा सम्मान था जो मुझे कभी मिला। मैं अभिभूत था। रोल पर सिर्फ 2 हस्ताक्षर मेरे और सर वॉल्टर स्कॉट के बीच थे, जिन्हें बर्गेस बनाया गया था। मेरे माता-पिता ने उन्हें एक दिन डनफर्मलाइन एबे का स्केच बनाते हुए देखा था और अक्सर मुझे उनके बारे में बताते थे। आज़ादी के जवाब में मेरा भाषण बहुत चिंता का विषय था। मैंने अपने चाचा बेली मॉरिसन से बात की और उन्हें बताया कि मुझे बस ऐसा-वैसा कहने का मन कर रहा है, क्योंकि यह सच में मेरे दिल में था। वह खुद एक वक्ता थे और उन्होंने मुझे तब ज्ञान की बातें बताईं। बस वही कहो एंड्रा, जो तुम सच में महसूस करते हो, उसे कहने जैसा कुछ नहीं है। यह सार्वजनिक भाषण का एक सबक था जिसे मैंने दिल से लिया। एक नियम है जो मैं युवा वक्ताओं को सुझा सकता हूँ। जब आप दर्शकों के सामने खड़े होते हैं तो सोचें कि आपके सामने सिर्फ पुरुष और महिलाएं हैं। आपको उनसे वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे आप रोजमर्रा की बातचीत में दूसरे पुरुषों और महिलाओं से बात करते हैं। अगर आप खुद से कुछ अलग बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो शर्मिंदगी का कोई और मौका नहीं है। जैसे कि आप अपने ऑफिस में अपने लोगों की पार्टी से बात कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। ये खुद से अलग बनने की कोशिश करना ही इंसान को कमजोर बनाता है। अपने स्वाभाविक स्वभाव के बनो और आगे बढ़ो। मैंने एक बार कर्नल इंगरसोल से पूछा, जो सबसे प्रभावी सार्वजनिक वक्ता थे जिन्हें मैंने कभी सुना था, कि वह अपनी शक्ति का श्रेय किसे देते हैं। भाषण देने वालों से सांपों की तरह बचो, उन्होंने कहा, और खुद बनो। मैंने डनफर्मलाइन में फिर से भाषण दिया 27 जुलाई 1881 को, जब मेरी माँ ने वहां पहली फ्री लाइब्रेरी बिल्डिंग की नींव रखी जो मैंने कभी दी थी। मेरे पिता
उन 5 बुनकरों में से एक थे जिन्होंने शहर में सबसे पहली लाइब्रेरी की स्थापना अपने पड़ोसियों के लिए अपनी किताबें खोलकर की थी। डनफर्मलाइन ने मैंने दी हुई बिल्डिंग का नाम कार्नेगी लाइब्रेरी रखा। वास्तुकार ने मेरे कोट ऑफ आर्म्स के लिए पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सुझाव दिया कि दरवाजे के ऊपर एक उगता सूरज बनाया जा सकता है जो अपनी किरणें बिखेर रहा हो और उस पर यह आदर्श वाक्य लिखा हो, प्रकाश हो। उन्होंने इसे मान लिया। हम एक कोचिंग पार्टी के साथ डनफर्मलाइन आए थे, जब मैं एक और 1867 में जॉर्ज लॉडर और हैरी फिप्स के साथ इंग्लैंड में घूम रहा था। तब मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्तों की एक पार्टी के साथ ब्राइटन से इन्वर्नेस तक कोचिंग करने का विचार बनाया था। लंबे समय से वादा की गई यात्रा का समय आ गया था और 1881 के वसंत में हम 11 लोगों की एक पार्टी के साथ न्यूयॉर्क से रवाना हुए ताकि अपने जीवन की सबसे सुखद यात्राओं में से एक का आनंद ले सकें। यह बिजनेस से मिली उन छुट्टियों में से एक थी जिसने मुझे जवान और खुश रखा, जो दुनिया की सारी दवाइयों से ज़्यादा कीमती थी। कोचिंग यात्रा के बारे में मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, वे शुरू करने से पहले खरीदे गए 2 पेनी की पासबुक्स में रोज़ कुछ लाइनें थीं। राउंड टू द वर्ल्ड की तरह मैंने सोचा कि मैं शायद किसी दिन कोई मैगज़ीन आर्टिकल लिखूँगा या मेरे साथ आए लोगों के लिए अपनी यात्रा का कुछ विवरण दूँगा। लेकिन एक बर्फीले दिन मैंने तय किया कि 3 मील दूर न्यूयॉर्क ऑफिस जाना शायद ही फ़ायदेमंद होगा और सवाल ये था कि मैं खाली समय का क्या करूँ? मैंने कोचिंग यात्रा के बारे में सोचा और यह देखने के लिए कुछ लाइनें लिखने का फ़ैसला किया कि मैं कैसा लिख पाता हूँ। कहानी आसानी से आगे बढ़ी और दिन ख़त्म होने से पहले मैंने 3 से 4 हज़ार शब्द लिख लिए थे। मैंने हर तूफ़ानी दिन यह सुखद काम किया जब मेरे लिए ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं था और ठीक 20 बैठकों में मैंने एक किताब पूरी कर ली। मैंने नोट्स स्क्रिबनर के लोगों को दिए और उनसे निजी सर्कुलेशन के लिए कुछ 100 प्रतियां छापने के लिए कहा। ये किताब मेरे दोस्तों को पसंद आई, जैसा कि राउंड वर्ल्ड को आई थी। मिस्टर चैम्पलिन ने एक दिन मुझे बताया कि मिस्टर स्क्रिबनर ने किताब पढ़ी है और वे इसे अपने खर्च पर आम सर्कुलेशन के लिए प्रकाशित करना चाहेंगे, रॉयल्टी के साथ। घमंडी लेखक को आसानी से यकीन हो जाता है कि उसने जो किया है वह सराहनीय है और मैं सहमत हो गया। हर साल इससे मुझे रॉयल्टी के रूप में थोड़ी रकम मिलती है और 30 साल बीत गए। 1912 इसके पब्लिकेशन पर मुझे इतने सारे और कुछ इतने तारीफ भरे खत मिले कि मेरे लोगों ने उन्हें संभाल कर रखा और अब वे स्क्रैप बुक के रूप में एक साथ बंधे हुए हैं, जिसमें समय समय पर और चीज़ें जोड़ी जाती हैं। बीमार लोगों की संख्या जिन्होंने मुझे लिखकर बताया कि किताब ने उनकी ज़िंदगी को रोशन किया है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ब्रिटेन में इसका स्वागत अच्छा हुआ। स्पेक्टेटर ने इसकी अच्छी समीक्षा की। लेकिन इस किताब में जो भी अच्छाई है, मुझे यकीन है वह मेरी तरफ से इम्प्रेशन बनाने की किसी भी कोशिश की पूरी कमी के कारण है। मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखा और जो काम कोई आसानी से करता है, वह उसे अच्छे से करता है। मैंने किताब लिखने में उतना ही आनंद लिया जितना कि खुद यात्रा में। साल 1886 मेरे लिए गहरे दुख में ख़त्म हुआ। एक खुशमिजाज लापरवाह युवक के रूप में मेरी ज़िंदगी, जिसमें मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता था, ख़त्म हो गई थी। मैं दुनिया में अकेला रह गया था। मेरी माँ और भाई नवंबर में कुछ ही दिनों के अंतराल पर गुजर गए, जबकि मैं टाइफाइड बुखार के गंभीर हमले के कारण बिस्तर पर पड़ा था, चल फिर नहीं पा रहा था और शायद सौभाग्य से उस तबाही का पूरा बोझ महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं खुद मौत के सामने था। मैं सबसे पहले बीमार पड़ा पूरब की यात्रा से लौटने के बाद हमारे क्रिसन स्प्रिंग्स में, एलेगनीज के ऊपर बने कॉटेज में, जहाँ मेरी माँ और मैं अपनी खुशहाल गर्मियाँ बिताते थे। न्यूयॉर्क से निकलने से 1-2 दिन पहले से ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एक डॉक्टर को बुलाया गया और मेरी बीमारी को टाइफाइड बुखार बताया गया। प्रोफेसर डेनिस को न्यूयॉर्क से बुलाया गया और उन्होंने भी इस डायग्नोसिस की पुष्टि की। तुरंत एक अटेंडेंट डॉक्टर और एक ट्रेंड नर्स का इंतज़ाम किया गया। कुछ ही
समय बाद मेरी माँ की तबीयत भी खराब हो गई और पिट्सबर्ग में मेरे भाई के भी बीमार होने की खबर आई। मुझसे उम्मीद छोड़ दी गई थी। मेरी हालत बहुत खराब थी और फिर मेरा पूरा स्वभाव बदल गया। मैं शांत हो गया, सुखद विचारों में खो गया और मुझे ज़रा भी दर्द नहीं था। मुझे मेरी माँ और भाई की गंभीर हालत के बारे में नहीं बताया गया था और जब मुझे बताया गया कि दोनों मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, तो यह स्वाभाविक लगा कि मुझे भी उनके पीछे जाना चाहिए। हम कभी अलग नहीं हुए थे, तो अब क्यों हों? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। मैं धीरे-धीरे ठीक हुआ और भविष्य मेरे विचारों में आने लगा। उसमें सिर्फ़ एक उम्मीद की किरण और सुकून था। मेरे विचार हमेशा उसी तरफ जाते थे। कई सालों से मैं मिस लुइस व्हिटफ़ील्ड को जानता था। उनकी माँ ने उन्हें सेंट्रल पार्क में मेरे साथ घुड़सवारी करने की इजाज़त दी थी। हम दोनों को घुड़सवारी बहुत पसंद थी। दूसरी युवा लड़कियाँ भी मेरी लिस्ट में थीं। मेरे पास अच्छे घोड़े थे और मैं अक्सर पार्क में और न्यूयॉर्क के आसपास उस ग्रुप की किसी न किसी के साथ घुड़सवारी करता था। आखिर में बाकी सब साधारण इंसान बन गईं। मिस व्हिटफ़ील्ड अकेली ऐसी थीं जो मेरे मिलने वालों में सबसे परफ़ेक्ट थीं। आखिरकार मैंने खुद यह महसूस करना और मानना शुरू किया कि वह उस सबसे बड़ी कसौटी पर खरी उतरीं जो मैंने अपने समय में कई खूबसूरत लड़कियों पर लगाई थी। मेरे जानने वालों में सिर्फ़ वही ऐसा कर पाईं। मैं युवा पुरुषों को सलाह दूँगा कि प्रपोज़ करने से पहले इस टेस्ट को ज़रूर आज़माएँ। अगर वे ईमानदारी से इन लाइनों पर विश्वास कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया, तो सब ठीक है। बहुत सी महिलाओं को मैंने बहुत इज्जत से देखा है। कई गुणों के लिए मैंने कई महिलाओं को पसंद किया है, लेकिन कभी किसी को इतनी पूरी आत्मा से नहीं, बल्कि उनमें कोई ना कोई कमी थी जो उनके सबसे अच्छे गुण से टकराती थी और उसे कम कर देती थी। लेकिन तुम इतनी परफेक्ट और बेमिसाल बनाई गई हो, हर प्राणी की सबसे अच्छी चीज़ों से। मेरी आत्मा में मैं उन्हीं शब्दों को दोहरा सकता था। आज उसके साथ 20 साल की ज़िंदगी के बाद अगर मुझे और मजबूत शब्द मिलते तो मैं सच में उनका इस्तेमाल कर सकता था। मेरी कोशिशों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसके पास दूसरे और कम उम्र के चाहने वाले भी थे। मेरी दौलत और भविष्य की योजनाएं मेरे खिलाफ थीं। मैं अमीर था और मेरे पास सब कुछ था और उसे लगा कि वह मेरे लिए ज़्यादा काम या फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। उसका आदर्श एक ऐसे युवा संघर्ष करने वाले आदमी की असली साथी बनना था जिसके लिए वह ज़रूरी हो सकती थी और होगी, जैसा कि उसकी माँ उसके पिता के लिए थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वह 21 साल की थी, तो उसके अपने परिवार की देखभाल की ज़िम्मेदारी काफ़ी हद तक उस पर आ गई थी। अब वह 38 साल की थी। जीवन के बारे में उसके विचार बन चुके थे। कभी-कभी वह ज़्यादा अनुकूल लगती थी और हम चिट्ठियाँ लिखते थे। हालाँकि एक बार उसने मेरे पत्र लौटा दिए और कहा कि उसे लगा कि उसे मुझे स्वीकार करने के सभी विचारों को छोड़ देना चाहिए। प्रोफ़ेसर और मिसेस डेनिस मुझे क्रेसॉन से अपने न्यूयॉर्क वाले घर ले गए। जैसे ही मुझे वहाँ से हटाया जा सका और मैं कुछ समय तक वहाँ प्रोफ़ेसर की पर्सनल देख-रेख में रहा। मिस व्हिटफ़ील्ड मुझसे मिलने आईं, क्योंकि मैंने क्रेसॉन से पहला पत्र उन्हें ही लिखा था। अब उसने देखा कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं दुनिया में अकेला रह गया था। अब वह हर मायने में साथी बन सकती थी। अब उसका दिल और दिमाग दोनों तैयार थे और दिन तय हो गया। हमारी शादी 22 अप्रैल 1887 को न्यूयॉर्क में हुई थी और हम अपने हनीमून के लिए निकल पड़े, जो आई लॉन्ग व्हाइट पर भी था। जंगली फूल पाकर वह बहुत खुश हुई। उसने वेंडरिंग, विली, हार्टसीज, फॉरगेट मी नॉट, प्रिमरोज, वाइल्ड थाइम और उन सभी साधारण नामों की सूची के बारे में पढ़ा था जो अब तक उसके लिए सिर्फ नाम थे। हर चीज ने उसे मोहित कर दिया। अंकल लॉडर और मेरे एक चचेरे भाई स्कॉटलैंड से आए और हमसे मिलने आए और फिर हम जल्द ही किलग्रेस्ट में उस निवास पर चले गए जो उन्होंने हमारे लिए गर्मियों बिताने के लिए चुना था। स्कॉटलैंड ने उसे अपना बना लिया। इसमें
कोई शक नहीं था, उसने बचपन में स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ा था, स्कॉट के उपन्यास, और स्कॉटिश चीफ्स उसके पसंदीदा थे। वह जल्द ही मुझसे ज़्यादा स्कॉटिश हो गई। ये सब मेरे सबसे प्यारे सपनों को पूरा कर रहा था। हमने डनफर्म लाइन में कुछ दिन बिताए और उनका खूब आनंद लिया। मेरे बचपन की जगहों और घटनाओं के बारे में सभी ने उसे बताया। उसे अपने पति के बारे में सिर्फ तारीफ़ें सुनने को मिलीं, जिससे मुझे उसके साथ एक अच्छी शुरुआत मिली। जब हम उत्तर की ओर जा रहे थे तो मुझे एडिनबर्ग की नागरिकता प्रदान की गई। लॉर्ड रोज़बेरी ने भाषण दिया। एडिनबर्ग में बहुत भीड़ थी। मैंने सबसे बड़े हॉल में मज़दूरों को संबोधित किया और उनसे एक उपहार मिला, जैसा कि श्रीमती कार्नेगी को भी मिला, एक ब्रोच जिसे वह बहुत महत्व देती हैं। उसने पाइपर्स कंपनी, उनकी पूरी शान में सुना और देखा, और उसने विनती की कि हमारे घर में एक होना चाहिए, एक पाइपर जो घूमकर हमें सुबह जगाए और हमें रात के खाने के लिए भी बचाए। वह दिल से अमेरिकी है और कनेक्टिकट प्यूरिटन भी है। उसने घोषणा की कि अगर उसे किसी अकेले द्वीप पर रहने के लिए मजबूर किया जाए और सिर्फ एक संगीत वाद्य यंत्र चुनने की अनुमति दी जाए, तो वह पाइप्स होंगे। पाइपर को जल्दी ही मिल गया। एक ने फ़ोन किया और क्लूनी मैकफर्सन से परिचय पत्र प्रस्तुत किए। हमने उसे काम पर रखा, और जब हम किलग्रेस्टन घर में दाखिल हुए तो वह हमारे आगे आगे पाइप्स बजा रहा था। हमने किलग्रेस्टन का आनंद लिया। हालांकि श्रीमती कार्नेगी अभी भी एक ज़्यादा जंगली और ज़्यादा हाईलैंड घर की लालसा रखती थी। मैथ्यू अर्नोल्ड हमसे मिलने आए, और मिस्टर और मिसेस ब्लेंस सीनेटर और मिसेस यूजीन हिल और कई दोस्त भी आए। मिसेस कार्नेगी मेरे रिश्तेदारों को डन फर्म लाइन से बुलवाती थीं, खासकर बड़े चाचा और चाचियों को। वह सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझसे हैरानी जताई कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे भी उतनी ही हैरानी हुई थी। यह शादी शायद पहले से ही तय थी। जब हम न्यूयॉर्क लौटे तो हम अपने पाइपर को अपने साथ ले गए, और अपनी हाउसकीपर और कुछ नौकरों को भी। मिसेस निकोल अभी भी हमारे साथ हैं और अब 20 साल की वफादार सेवा के बाद परिवार के सदस्य की तरह हैं। जॉर्ज इरविन हमारा बटलर 1 साल बाद हमारे पास आया, और वह भी हम में से एक है। मैगी एंडरसन नौकरों में से एक भी वैसी ही है। वे समर्पित लोग हैं, ऊंचे चरित्र और सच्ची वफादारी वाले। अगले साल हमें क्लूनी कैसल की पेशकश की गई और हमने उसे ले लिया। हमारा पाइपर ही वह आदमी था जिसने हमें इसके बारे में सब कुछ बताया। वह वहीं पैदा हुआ और पला बड़ा था, और शायद उसी ने उस घर को चुनने में हमें प्रभावित किया जहां हमने कई गर्मियां बिताईं। 30 मार्च 1897 को हमारी बेटी का जन्म हुआ। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मिसेस कार्नेगी ने कहा, इसका नाम तुम्हारी माँ के नाम पर मार्गरेट है। अब मुझे एक गुजारिश करनी है। क्या है लू? हमें गर्मियों के लिए एक घर लेना चाहिए, क्योंकि हमें यह छोटी बच्ची मिली है। हम किराए पर अब नहीं ले सकते और एक निश्चित तारीख को आने जाने के लिए मजबूर नहीं हो सकते। यह हमारा घर होना चाहिए। हाँ, मैंने सहमति दी। मैं सिर्फ एक शर्त रखती हूँ। वह क्या है? मैंने पूछा। ये स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में होना चाहिए। भगवान तुम्हारा भला करे, मेरा जवाब था। यह मुझे सूट करता है। तुम जानती हो कि मुझे सूरज की किरणों से दूर रहना है, और हम हीदर के बीच से बेहतर जगह कहाँ पा सकते हैं। मैं जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए एक कमेटी बनूंगा। स्किबो कैसल उसका नतीजा था। अब 20 साल हो गए हैं जब मिसेस कार्नेगी ने मेरी जिंदगी में कदम रखा और उसे बदल दिया। मेरी माँ और इकलौते भाई के गुजर जाने के कुछ महीने बाद जब मैं दुनिया में अकेला रह गया था, उसने मेरी जिंदगी को इतना खुशहाल बना दिया है कि मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि जब उसने फर्डिनेंड का टेस्ट पास किया तब मैं उसे जान गया था, लेकिन मैंने उसके गुणों की सिर्फ ऊपरी सतह ही देखी और महसूस की थी। उनकी पवित्रता, अच्छाई, बुद्धिमत्ता की गहराई को मैंने नहीं समझा था। हमारी सक्रिय, बदलती हुई और बाद के सालों में कुछ हद तक सार्वजनिक जिंदगी की हर मुश्किल में दूसरों के साथ
अपने सभी रिश्तों में, जिसमें मेरा परिवार और उसका अपना परिवार भी शामिल है, उसने खुद को एक डिप्लोमैट और शांति बनाने वाली साबित किया है। जहाँ भी उसका आशीर्वाद वाला प्रभाव फैलता है, शांति और सद्भावना उसके कदमों के साथ चलती है। ऐसे दुर्लभ मौकों पर जब बहादुरी भरे काम की ज़रूरत होती है, तो वह सबसे पहले इसे समझती है और उस भूमिका को निभाती है। शांति बनाने वाली ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने स्कूल के दोस्तों से भी नहीं, और इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उससे मिला हो और उसे नज़रअंदाज करने की थोड़ी-सी भी शिकायत हो। ऐसा नहीं है कि वह सबसे अच्छी चीज़ों का स्वागत नहीं करती और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उनसे धीरे से बचती नहीं है। उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ों को लेकर इतना चूज़ी नहीं है। लेकिन न तो पद, न दौलत और न ही सामाजिक स्थिति उस पर ज़रा-सा भी असर डालती है। वह कभी भी रूखा व्यवहार या बात नहीं कर सकती। सब कुछ एकदम सही तरीके से होता है। फिर भी वह कभी भी अपने स्टैंडर्ड को कम नहीं करती। उसके करीबी लोग सिर्फ़ सबसे अच्छे लोग होते हैं। वह हमेशा सोचती रहती है कि वह अपने आस-पास के लोगों का भला कैसे कर सकती है। ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए और उसके लिए प्लान बनाती है और ऐसे समझदारी भरे इंतज़ाम या तोहफ़े देती है, जो उसके साथ काम करने वालों को हैरान कर देते हैं। मैं उसके बिना इन 20 सालों को बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकता और न ही मैं उसके बाद जीने का ख़्याल बर्दाश्त कर सकता हूँ। कुदरत के हिसाब से मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर यह सोचकर कि उस पर क्या बीतेगी, एक औरत जो अकेली रह जाएगी, जिसे इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा और फ़ैसले लेने के लिए एक आदमी की ज़रूरत होगी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कभी-कभी मैं चाहता हूँ कि यह सब मुझे उसके लिए सहना पड़े। लेकिन फिर उसके जीवन में हमारी प्यारी बेटी होगी और शायद वह उसे सब्र देगी। इसके अलावा मार्गरेट को अपने पिता से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। क्यों? ओह! क्यों? हमें उस स्वर्ग को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जो हमने धरती पर पाया है और हम नहीं जानते कि कहाँ जाना है। क्योंकि मैं जेसिका के साथ कह सकता हूँ, ये बहुत सही है कि लॉर्ड बस्सानियो एक नेक ज़िंदगी जी, क्योंकि अपनी पत्नी के रूप में ऐसा आशीर्वाद पाकर उन्हें स्वर्ग की खुशियाँ यहीं धरती पर मिलती है। मिलें और आदमी। ब्रिटेन में मैंने लोहा और स्टील के बारे में जो एक ज़रूरी सबक सीखा वह था कच्चे माल का मालिक होना और तैयार माल को उसके काम के लिए पूरी तरह से तैयार करना। एडगर थॉमसन। वर्क्स में स्टील रेल की समस्या हल करने के बाद हम जल्द ही अगले कदम पर बढ़े। पिग आयरन की नियमित सप्लाई, मिलने में आने वाली कठिनाइयों और अनिश्चितताओं ने हमें ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए मजबूर किया। इनमें से 3 बनाए गए, हालांकि एक एस्कनाबा आयरन कंपनी से खरीदा गया, एक दोबारा बनाया गया। ब्लास्ट फर्नेस था जिससे श्री क्लोमन जुड़े हुए थे। ऐसे मामलों में, जैसा कि आमतौर पर होता है, फर्नेस की कीमत हमें एक नए फर्नेस जितनी ही पड़ी और यह कभी भी उतना अच्छा नहीं था। घटिया प्लांट खरीदने से ज़्यादा असंतोषजनक कुछ भी नहीं है। लेकिन हालांकि ये खरीद सीधे तौर पर एक गलती थी, बाद में ये बहुत मुनाफे का स्रोत साबित हुई क्योंकि इसने हमें स्पीगल के निर्माण के लिए काफ़ी छोटा फर्नेस दिया और बाद में फेरो मैग्नीज के लिए भी। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी खुद की स्पीगल बनाने वाली दूसरी फर्म थे और अमेरिका में फेरो मैग्नीज बनाने वाली पहली और कई सालों तक एकमात्र फर्म थे। हम इस ज़रूरी चीज़ की सप्लाई के लिए विदेशियों पर निर्भर थे, जिसके लिए हम $80 प्रति टन तक देते थे। हमारे ब्लास्ट फर्नेस के मैनेजर श्री जूलियन कैनेडी इस सुझाव का श्रेय पाने के हकदार हैं कि आसपास मौजूद अयस्कों से हम अपने छोटे फर्नेस में फेरो मैग्नीज बना सकते हैं। ये प्रयोग करने लायक था और नतीजा बहुत सफल रहा। हम पूरी अमेरिकी मांग को पूरा करने में सक्षम थे और इसके परिणाम स्वरूप कीमतें 80 से $50 प्रति टन तक गिर गईं। वर्जीनिया के अयस्कों का परीक्षण करते समय हमने पाया कि इन्हें यूरोपीय लोग फेरोमैग्नीज के लिए चुपचाप खरीद रहे थे और खदान के मालिकों को यह विश्वास दिलाया गया था कि इनका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। हमारे श्री फिप्स ने तुरंत उस खदान को खरीदने का काम शुरू किया। उन्होंने मालिकों से एक विकल्प हासिल किया जिनके पास इसे कुशलता से चलाने के लिए न तो पूंजी थी और न ही कौशल। उनके हितों के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत दी गई और उनमें से एक मिस्टर डेविस, जो एक बहुत काबिल नौजवान थे, के साथ मिलकर हम मालिक बन गए।
लेकिन यह तब तक नहीं हुआ जब तक खदान की पूरी जांच से यह साबित नहीं हो गया कि हमें चुकाने के लिए काफ़ी मैंगनीज अयस्क मौजूद है। यह सब तेज़ी से किया गया। जब खोज हुई तो एक दिन भी बर्बाद नहीं किया गया। और यहीं पर एक कॉरपोरेशन की तुलना में पार्टनरशिप का बड़ा फ़ायदा है। बाद वाले के प्रेसिडेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सलाह लेनी पड़ती और उनके फैसले के लिए कई हफ्ते और शायद महीने इंतज़ार करना पड़ता। तब तक शायद वह खदान दूसरों की संपत्ति बन गई होती। हमने अपने ब्लास्ट फर्नेस प्लांट को विकसित करना जारी रखा। हर नया प्लांट पिछले वाले से बहुत बेहतर था, जब तक कि आखिरकार हमें लगा कि हम एक स्टैंडर्ड फर्नेस तक पहुंच गए हैं। छोटे-मोटे सुधार ज़रूर किए जाएंगे, लेकिन जहां तक हम देख सकते थे, हमारे पास एक परफेक्ट प्लांट था और हमारी क्षमता तब 50,000 टन प्रति महीना पिग आयरन की थी। ब्लास्ट फर्नेस डिपार्टमेंट को जोड़ने के तुरंत बाद हमारी आज़ादी और सफलता के लिए एक और कदम ज़रूरी लगा। बेहतर कोक की सप्लाई एक तय मात्रा में थी, क्योंकि कोनेल्सविले फील्ड तय थी। हमने पाया कि हम पिग आयरन को पिघलाने के लिए ज़रूरी ईंधन की सप्लाई के बिना काम नहीं चला सकते। और इस सवाल की बहुत गहन जांच से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि फ्रिक कोक कंपनी के पास न केवल सबसे अच्छी कोयला और कोक प्रॉपर्टी थी, बल्कि उसके पास खुद मिस्टर फ्रिक के रूप में एक ऐसा आदमी था जिसमें इसके मैनेजमेंट के लिए ज़बरदस्त प्रतिभा थी। उन्होंने एक गरीब रेलवे क्लर्क के रूप में शुरुआत करके और सफल होकर अपनी काबिलियत साबित की थी। 1882 में हमने इस कंपनी के आधे स्टॉक खरीद ली और दूसरे शेयरधारकों से बाद में खरीदकर हम ज्यादातर शेयरों के मालिक बन गए। अब सिर्फ आयरन स्टोन की सप्लाई हासिल करना बाकी था। अगर हम ये हासिल कर लेते तो हम उस स्थिति में होते जो यूरोप की सिर्फ 2 या 3 कंपनियों के पास थी। एक समय हमें लगा कि हम पेंसिल्वेनिया में इस चेन की आखिरी कड़ी को खोजने में सफल हो गए हैं। हमें गुमराह किया गया था, हालांकि टायरोन इलाके में हमारे इन्वेस्टमेंट में और उस हिस्से के अयस्कों की माइनिंग और इस्तेमाल करने की हमारी कोशिशों के नतीजे में हमने काफ़ी पैसे खो दिए। खानों के किनारों पर वे अच्छे लग रहे थे, जहाँ सदियों से मौसम की वजह से अशुद्धियाँ धुल गई थीं और अयस्क समृद्ध हो गया था। लेकिन जब हम थोड़ी दूरी तक अंदर गए तो वे काम करने के लिए बहुत कमज़ोर साबित हुए। हमारे केमिस्ट मिस्टर प्राउसर को फिर पेंसिल्वेनिया की एक भट्टी में भेजा गया। पहाड़ियों के बीच जिसे हमने लीज पर लिया था, उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे जिले से लाए गए सभी सामानों का एनालिसिस करें और लोगों को खनिज के नमूने लाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन दिनों केमिस्ट के प्रति लोगों में जो डर था, उसका एक चौंकाने वाला उदाहरण यह था कि उन्हें लैब में मदद करने के लिए एक आदमी या लड़का मिलना बहुत मुश्किल था। जब उन्होंने अपने अजीब दिखने वाले उपकरणों से यह बताने की कोशिश की कि एक पत्थर में क्या है, तो उन पर बुराई की शक्तियों के साथ अवैध संबंध रखने का शक किया गया। मेरा मानना है कि आखिरकार हमें पिट्सबर्ग में अपने ऑफिस से उसे एक आदमी भेजना ही पड़ा। एक दिन उसने हमें अयस्क के एनालिसिस की एक रिपोर्ट भेजी जिसमें फास्फोरस की कमी थी। यह सच में बेसेमर स्टील बनाने के लिए सही अयस्क था। ऐसी खोज ने तुरंत हमारा ध्यान खींचा। प्रॉपर्टी का मालिक मोसेस थॉम्पसन था, जो एक अमीर किसान था। पेंसिल्वेनिया के सेंटर काउंटी में 7,000 एकड़ सबसे खूबसूरत खेती की जमीन का मालिक था। उससे मिलने का समय उसी जमीन पर तय किया गया था जहां से अयस्क मिला था। हमने पाया कि खदान में 50 या 60 साल पहले चारकोल ब्लास्ट फर्नेस के लिए काम किया गया था, लेकिन तब इसकी अच्छी रेप्यूटेशन नहीं थी। इसका कारण बेशक ये था कि इसका प्रोडक्ट दूसरे अयस्कों की तुलना में इतना ज़्यादा शुद्ध था कि इस्तेमाल किए गए फ्लक्स की उतनी ही मात्रा से गलाने में परेशानी होती थी। ये इतना अच्छा था कि पुराने ज़माने में यह किसी काम का नहीं था। आखिरकार हमें 6 महीने के अंदर कभी भी खदान अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिल गया और इसलिए हमने जांच का काम शुरू किया, जो मिनरल प्रॉपर्टी खरीदने वाले हर खरीदार को बहुत ध्यान से करना चाहिए। हमने पहाड़ी पर 50-50 फीट की दूरी पर लाइनें बनाई और क्रॉस लाइनें 100 फीट की दूरी पर थीं, और हर चौराहे पर हमने अयस्क के बीच से एक शाफ्ट बनाया। मेरा मानना है कि कुल मिलाकर ऐसे 80 शाफ्ट थे और हर कुछ फीट की गहराई पर अयस्क की जांच की गई, ताकि मांगे गए $1 लाख देने से पहले हमें ठीक ठीक पता चल जाए कि अयस्क कितना है। उम्मीद से ज्यादा नतीजा मिला।
मेरे चचेरे भाई और पार्टनर मिस्टर लॉडर की काबिलियत से माइनिंग और धुलाई का खर्च कम हो गया और स्कोटिया अयस्क ने दूसरी खदानों में हुए हमारे सभी नुकसान की भरपाई कर दी, अपनी कीमत चुका दी और साथ ही मुनाफा भी कमाया। इस मामले में कम से कम हमने हार के मुंह से जीत छीन ली। केमिस्ट को अपना गाइड बनाकर पक्की जमीन पर उतर आए। ये देखा जाएगा कि हम कच्चा माल पाने के लिए पक्के इरादे वाले थे और इसके लिए एक्टिव थे। हम हारे भी थे और जीते भी, लेकिन बिजनेस के मामलों में कभी कभी बचना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन मिस्टर फिप्स के साथ मिल से गाड़ी चलाते हुए हम पिट्सबर्ग में पेन स्ट्रीट पर नेशनल ट्रस्ट कंपनी के ऑफिस के पास से गुजरे। मैंने खिड़की पर बड़े सू कि जब आपके पास सरप्लस हो तो आप बिना सोचे समझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन आपका नाम कभी नहीं, न तो एंडोर्सर के तौर पर और न ही किसी कॉरपोरेशन के मेंबर के तौर पर जिसकी अपनी जिम्मेदारी हो। कुछ हजार डॉलर का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, बस एक छोटी सी चीज। हाँ, लेकिन एक ऐसी छोटी सी चीज जिसमें जानलेवा विस्फोटक ताकत हो। आने वाले समय में लोहे की जगह स्टील का तेजी से इस्तेमाल होना हमें साफ हो गया था। हमारे कीस्टोन ब्रिज वर्क्स में भी लोहे की जगह स्टील का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होने लगा था। किंग आयरन की जगह नई किंग स्टील आने वाली थी और हम उस पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते जा रहे थे। 1886 में एडगर थॉमसन मिल्स के साथ अलग अलग तरह के स्टील बनाने के लिए नए वर्क्स बनाने का फैसला लगभग हो ही गया था जब हमें यह सुझाव दिया गया कि पिट्सबर्ग के 5 या 6 बड़े मैन्युफैक्चरर जिन्होंने मिलकर होमस्टेड में स्टील मिलें बनाई थीं, अपनी मिलें हमें बेचने को तैयार हैं। ये वर्क्स शुरू में मैन्युफैक्चरर्स के एक ग्रुप ने बनाए थे ताकि उन्हें अपनी अलग अलग कंपनियों के लिए ज़रूरी स्टील की सप्लाई मिल सके। लेकिन स्टील रेल का बिजनेस उस समय अपने बूम पर था, इसलिए उन्हें प्लान बदलने और स्टील रेल मिल बनाने का मन हुआ। जब तक कीमतें ज़्यादा थीं, हम रेल बना सकते थे, लेकिन क्योंकि मिलें ख़ास तौर पर इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थीं, इसलिए उनके पास पिग आयरन की सप्लाई के लिए ज़रूरी ब्लास्ट फर्नेस नहीं थी और फ्यूल की सप्लाई के लिए कोकलैंड नहीं थे। एक्सटेंशन बीवर फॉल्स में हार्टमैन स्टील वर्क्स की स्थापना थी, जिसे होमस्टेड मिल्स के प्रोडक्ट को 100 अलग-अलग रूपों में बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो अब हमने तार की कील से लेकर 20 इंच के स्टील गर्डर तक लगभग सब कुछ स्टील से बनाया और तब यह मुमकिन नहीं था कि हम किसी नए फील्ड में कदम रखें। यहाँ 1888 से 1897 के दशक के दौरान हमारे काम की प्रोग्रेस पर ध्यान देना दिलचस्प हो सकता है। 1888 में हमने $20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। 1897 में 45 मिलियन से 2 गुना या उससे भी ज्यादा। 1888 में हम हर साल जो 6 लाख टन पिग आयरन बनाते थे, वह 3 गुना हो गया था। हमने लगभग 2 मिलियन बनाया। 1888 में हमारा आयरन और स्टील का प्रोडक्ट, मान लीजिए, हर दिन 2000 टन था। ये बढ़कर 6000 टन से ज्यादा हो गया। हमारे कोक वर्क्स में तब लगभग 5000 ओवन थे। उनकी संख्या 3 गुना हो गई और हमारी कैपेसिटी, जो तब 6000 टन थी, 18000 टन हर दिन हो गई। 1897 में हमारी फ्रिक कोक कंपनी के पास 42,000 एकड़ कोयला जमीन थी, जो असली कोनेलविलेनस के 2 तिहाई से ज्यादा थी। 10 साल बाद प्रोडक्शन में भी उतनी ही तेजी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह एक कहावत मानी जा सकती है कि हमारे जैसे बढ़ते देश में मैन्युफैक्चरिंग की चिंता तब खत्म होने लगती है जब वह फैलना बंद कर देती है। 1 टन स्टील बनाने के लिए 1.5 टन लोहे के पत्थर की माइनिंग करनी पड़ती है। उसे रेल से 100 मील लेक्स तक ले जाना पड़ता है। नाव से सैकड़ों मील ले जाना पड़ता है। कारों में डालना पड़ता है। रेल से 150 मील पिट्सबर्ग तक ले जाना पड़ता है। 1.5 टन कोयले की माइनिंग करके उसे कोक बनाना पड़ता है और रेल से 50 मील के आसपास ले जाना पड़ता है। और 1 टन चूना पत्थर माइन करके पिट्सबर्ग 150 मील ले जाया जाता था। तो फिर स्टील कैसे बनाया जा सकता था और बिना नुकसान के 3 पाउंड 2 सेंट में बेचा जा सकता था? मैं मानता हूँ, ये मुझे अविश्वसनीय और चमत्कार से कम नहीं लगा, लेकिन ऐसा ही था। अमेरिका जल्द ही सबसे महंगा स्टील बनाने वाला देश बनने वाला है। बेलफास्ट के शिपयार्ड पहले से ही हमारे कस्टमर हैं। यह तो बस शुरुआत है। मौजूदा हालात में अमेरिका किसी भी दूसरी जगह जितना सस्ता स्टील बना सकता है, भले ही वहाँ लेबर ज़्यादा महंगी हो। लेबर इतनी सस्ती है जितनी मैकेनिकल फील्ड में सबसे महंगी है, बशर्ते वे आज़ाद, खुश, जोशीला हो और सर्विस देकर फ़ायदा उठा रहा हो। और यहाँ अमेरिका आगे है।
दुनिया के मार्केट में मुकाबला करने में अमेरिका को एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसके मैन्युफैक्चरर्स के पास सबसे अच्छा होम मार्केट होगा। इस पर वे कैपिटल पर रिटर्न के लिए डिपेंड रह सकते हैं और सरप्लस प्रोडक्ट को फ़ायदे के साथ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तब भी जब उसके लिए मिलने वाली कीमतें असल लागत से ज़्यादा ना हों, बशर्ते एक्सपोर्ट पर सभी खर्चों का हिस्सा लगाया जाए। जिस देश का होम मार्केट सबसे अच्छा है, खासकर अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड हों, जैसे हमारे हैं, तो वे जल्द ही विदेशी प्रोड्यूसर से ज़्यादा बेच सकते हैं। इस बारे में मैंने ब्रिटेन में जो लाइन इस्तेमाल की थी, वह थी सरप्लस का कानून। बाद में यह कमर्शियल बातचीत में आम तौर पर इस्तेमाल होने लगा। होमस्टेड स्ट्राइक। हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट के टॉपिक पर बात करते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई 1892 को स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में मेरी गैर मौजूदगी के दौरान हमारे पूरे इतिहास में हमारे कामगारों के साथ एक बहुत ही गंभीर झगड़ा हुआ था। 26 सालों से मैं अपने और अपने आदमियों के बीच के रिश्तों को एक्टिवली इंचार्ज रहा था और ये सोचना मेरे जीवन का गर्व था कि ये कितने खुशी देने वाले और संतोषजनक थे और हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं पूरी तरह से उस बात का हकदार था जो मेरे चीफ पार्टनर मिस्टर फिप्स ने 30 जनवरी 1904 को न्यूयॉर्क हेरल्ड को लिखे अपने लेटर में उस व्यक्ति के जवाब में कही थी जिसने कहा था कि मैं होमस्टेड स्ट्राइक के दौरान अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करने के लिए वापस जाने के बजाय विदेश में ही रहा था। इसका मतलब था कि मैं हमेशा मजदूरों की मांगों को मानने के लिए तैयार रहता था, चाहे वे कितनी भी गलत क्यों ना हों। इसलिए मेरे 1 या 2 पार्टनर नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊं। इस बात का ध्यान न रखते हुए कि आप और आपके एम्प्लॉय दोस्त हैं और सिर्फ इकोनॉमिक नतीजों को देखते हुए। मेरा मानना है कि जो लोग अपने एम्प्लॉयर का सम्मान करते हैं और खुश और संतुष्ट हैं, उन्हें ज़्यादा सैलरी देना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जिससे सच में बड़ा डिविडेंड मिलता है। बेसेमर ओपन हार्ट और बेसिक इन्वेंशन से स्टील बनाने में क्रांति आ गई। अब तक इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पुरानी हो गई थी और हमारी फर्म ने यह समझते हुए होमस्टेड में काम को फिर से बनाने और बड़ा करने में कई मिलियन डॉलर खर्च किए। नई मशीनरी पुरानी से लगभग 60% ज़्यादा स्टील बनाती थी। 218 टन वाले लोग, यानी वे लोग जिन्हें बनाए गए स्टील के टन के हिसाब से पेमेंट किया जाता था, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे थे, जिसमें आखिरी साल का कुछ हिस्सा नई मशीनरी के साथ था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले कमाई लगभग 60% बढ़ गई थी। फर्म ने यह 60% उनके साथ बाद में बनने वाले नए स्केल में बांटने का ऑफर दिया। यानी आदमियों की कमाई पुराने स्केल से 30% ज़्यादा होती और बाकी 30% फर्म को उसके खर्च की भरपाई के लिए मिलता। आदमियों का काम अब तक जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बेहतर मशीनरी काम करती। यह न सिर्फ सही और लिबरल था, बल्कि यह दरिया दिली भी थी और आम हालात में आदमी इसे शुक्रिया के साथ मान लेते। लेकिन फर्म तब यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए आर्मर बनाने में लगी हुई थी, जिसे बनाने से हमने 2 बार मना कर दिया था और जिसकी तुरंत ज़रूरत थी। साथ ही शिकागो एग्जीबिशन के लिए सामान देने का कॉन्ट्रैक्ट भी था। आदमियों के कुछ लीडर इन हालात को जानते हुए पूरे 60% की मांग करने पर अड़े रहे, यह सोचकर कि फर्म इसे देने के लिए मजबूर हो जाएगी। फर्म इस तरह की कोशिश के लिए राजी नहीं हो सकती थी और न ही उसे राजी होना चाहिए था कि उसका गला घोंटकर कहा जाए, खड़े हो जाओ और काम पूरा करो। उसने बिल्कुल सही मना कर दिया। अगर मैं घर पर होता तो मुझे ज़बरदस्ती वसूली करने की इस गलत कोशिश के आगे झुकने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। इस पॉइंट तक सब ठीक था। हमारे आदमियों के साथ मतभेद होने पर मैंने जो पॉलिसी अपनाई थी, वह थी सब्र से इंतज़ार करना, उनसे बात करना और उन्हें दिखाना कि उनकी मांगें गलत हैं, लेकिन उनकी जगह नए आदमियों को काम पर रखने की कोशिश कभी नहीं की, कभी नहीं। हालांकि होमस्टेड के सुपरिटेंडेंट को उन 3,000 आदमियों ने भरोसा दिलाया था जिनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था कि वे काम चला सकते हैं, और वे उन 218 आदमियों से छुटकारा पाने के लिए बेचैन थे जिन्होंने एक यूनियन बना ली थी और जिसमें उन्होंने अब तक दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को लेने से मना कर दिया था। सिर्फ स्टील के हीटर और रोलर ही शामिल हो सकते थे। मेरे पार्टनर्स को इस सुपरिटेंडेंट ने गुमराह किया, जो खुद भी गुमराह था।
उसे ऐसे मामलों का ज़्यादा अनुभव नहीं था क्योंकि हाल ही में उसे एक सबऑर्डिनेट पोस्ट से प्रमोट किया गया था। कुछ यूनियन वालों की गलत मांगों और 3,000 नॉन यूनियन वालों की राय कि वे गलत थीं, ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई परेशानी नहीं होगी और मज़दूर वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने वादा किया था। 3,000 में से कई आदमी ऐसे थे जो 218 की जगह ले सकते थे और लेना चाहते थे। कम से कम मुझे तो ऐसा ही बताया गया था। पीछे मुड़कर देखना और ये कहना आसान है कि काम शुरू करने का ज़रूरी कदम कभी नहीं उठाया जाना चाहिए था। फर्म को बस इतना करना था कि आदमियों से कहा, यहाँ एक लेबर का झगड़ा है और तुम्हें इसे आपस में सुलझा लेना चाहिए। फर्म ने तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर दिया है। झगड़ा सुलझने के बाद ही काम चलेगा, तब तक नहीं। तब तक तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। या ये अच्छा होता अगर सुपरिटेंडेंट ने 3,000 आदमियों से कहा होता, ठीक है, अगर तुम लोग बिना प्रोटेक्शन के काम चलाने आओगे, इस तरह उन पर खुद को बचाने की जिम्मेदारी डाल दी होती। 3,000 आदमियों के मुकाबले 218। इसके बजाय यह सही समझा गया, जैसा कि मैं समझता हूँ सरकारी अधिकारियों ने एक और सावधानी के तौर पर, कि शेरिफ को गार्ड के साथ हजारों लोगों को सैकड़ों लोगों से बचाने के लिए रखा जाए। बाद वाले के नेता हिंसक और गुस्सैल आदमी थे। उनके पास बंदूकें और पिस्तौलें थीं और जैसे ही यह साबित हुआ, वे हजारों लोगों को डराने में कामयाब रहे। मैं वह कोट करता हूँ जो मैंने एक बार लिखकर हमारे नियम के तौर पर बनाया था। मेरा आइडिया है कि कंपनी को यह पक्का इरादा होना चाहिए कि वह किसी भी काम पर काम कर रहे आदमियों को काम बंद करने दे, कि वह उनके साथ आज़ादी से पेश आए और तब तक सब्र से इंतज़ार करे जब तक वे काम पर लौटने का फैसला न कर लें। नए आदमियों को आजमाने के बारे में कभी न सोचे, कभी नहीं। सबसे अच्छे आदमी और सबसे अच्छे काम करने वाले काम की तलाश में सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं। सिर्फ निचले तबके के लोग ही आम तौर पर बेकार रहते हैं। जिस तरह के आदमी हम चाहते थे, उन्हें शायद ही कभी अपनी नौकरी खोने दी जाती है, यहाँ तक कि मुश्किल समय में भी नहीं। एक मॉडर्न स्टील प्लांट की मुश्किल मशीनरी को कामयाबी से चलाने के लिए नए आदमी लाना नामुमकिन है। नए लोगों को रखने की कोशिश ने उन हजारों बूढ़े लोगों को जो काम करना चाहते थे, हमारी पॉलिसी का ठंडा सपोर्टर बना दिया। क्योंकि मजदूरों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है कि वे नए लोगों को काम पर रखने से नाराज होंगे। उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? लेकिन अगर मैं घर पर होता, तो मुझे सुपरिटेंडेंट की मर्जी के मुताबिक काम शुरू करने के लिए मना लिया जाता, ताकि ये देखा जा सके कि हमारे बूढ़े लोग वादे के मुताबिक काम पर जाएंगे या नहीं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि काम शुरू में मेरे पार्टनर्स ने नए लोगों के लिए नहीं खोला था। इसके उलट, जैसा कि मुझे लौटने पर बताया गया, हमारे हजारों बूढ़े लोगों की मर्जी से खोला गया था। ये एक ज़रूरी बात है। सुपरिटेंडेंट की इस तरह की सलाह देने के लिए मेरे पार्टनर्स किसी भी तरह से बेगुनाह नहीं थे। हमारा नियम कि कभी नए लोगों को काम पर न रखें, बल्कि बूढ़ों के लौटने का इंतजार करें, अब तक नहीं तोड़ा गया था। हड़ताल करने वालों के शेरिफ के अधिकारियों को गोली मारने के बाद दूसरी बार काम शुरू होने के बारे में यह कहना भी आसान है कि जब तक पुराने लोग वापस आने के लिए वोट नहीं करते, तब तक काम बंद रहता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इस बीच पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने 8,000 सैनिकों के साथ स्थिति संभाल ली थी। जब यह परेशानी शुरू हुई तब मैं स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में घूम रहा था और मुझे इसके बारे में 2 दिन बाद तक पता नहीं चला। मेरी पूरी ज़िंदगी में इससे पहले या बाद में किसी भी चीज़ ने मुझे इतना गहरा दुःख नहीं पहुँचाया। होमस्टेड के अलावा मेरे बिज़नेस करियर में लगे किसी भी घाव का कोई दर्द नहीं बचा है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। वे लोग बहुत ज़्यादा गलत थे। नई मशीनरी के साथ हड़ताल करने वाले नए स्केल के तहत हर दिन 4 से $9 कमा सकते थे। पुरानी मशीनरी से वे जो कमा रहे थे, उससे 30% ज़्यादा। स्कॉटलैंड में रहते हुए मुझे हमारे मज़दूरों की यूनियन के अफ़सरों से यह केबल मिला, मालिक, हमें बताइए कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं और हम आपके लिए वह करेंगे। ये बहुत दिल को छूने वाला था, लेकिन अफ़सोस बहुत देर हो चुकी थी। शरारत हो चुकी थी, काम गवर्नर के हाथ में था, बहुत देर हो चुकी थी। विदेश में रहते हुए मुझे अपने उन दोस्तों से कई अच्छे मैसेज मिले जो हालात से वाकिफ़ थे और जिन्होंने मेरी उदासी का अंदाज़ा लगाया था। मिस्टर ग्लैडस्टोन का यह मैसेज बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे मिस्टर कार्नेगी, मेरी पत्नी ने बहुत पहले ही आपकी बहुत-बहुत बधाई के लिए और मैंने भी धन्यवाद दिया है। लेकिन मैं यह नहीं भूलता कि आप
खुद भी चिंताओं से परेशान रहे हैं और अमीर लोगों को उनके आम तौर पर अपनाए जाने वाले काम से ज़्यादा समझदारी वाले काम करने की आपकी बहादुरी भरी कोशिशों के सिलसिले में आप पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। काश मैं आपको पत्रकारों के इन इल्ज़ामों से आज़ाद कर पाता, जो अक्सर जल्दबाज़, घमंडी या बुराई करने वाले, कटु, बुरे स्वभाव के होते हैं। मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ, बहुत थोड़ा-सा, जो मेरे बस में है। यानी बस इतना कहना कि मुझे पूरा यकीन है कि जो कोई भी आपको जानता है, वह पानी के उस पार हुई बुरी घटनाओं, जिनके बारे में हम साफ तौर पर नहीं जान सकते कि वे कितने सही हैं, से ज़रा भी आपके उदार विचारों पर भरोसा नहीं करेगा या आपके पहले से किए गए अच्छे और महान काम की तारीफ नहीं करेगा। दौलत इस समय एक राक्षस की तरह है, जो इंसान की नैतिक ज़िंदगी को निगलने की धमकी दे रही है। आप उपदेश और उदाहरण से उसे उगलना सिखा रहे हैं। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी से आपका। साइन, W. E. ग्लैडस्टोन। अगर सबूत की ज़रूरत हो, तो मैं इसे मिस्टर ग्लैडस्टोन के बड़े हमदर्द स्वभाव का सबूत देने के लिए लिख रहा हूँ, जो हर उस चीज़ के लिए ज़िंदा और सेंसिटिव थे, जो हमदर्दी जगाने के लिए होती है। एक दिन नेपोलिटन, ग्रीक और बुल्गारियाई, या अगले दिन कोई दुखी दोस्त। आम लोगों को ज़ाहिर है, ये नहीं पता था कि मैं स्कॉटलैंड में था और होमस्टेड में शुरुआती परेशानी के बारे में कुछ नहीं पता था। कार्नेगी वर्क्स में मज़दूर मारे गए थे, जिसका मैं कंट्रोलिंग मालिक था। ये सालों तक मेरे नाम को बदनाम करने के लिए काफ़ी था, लेकिन आखिरकार कुछ तसल्ली हुई। सीनेटर हन्ना नेशनल सिविक फेडरेशन की प्रेसिडेंट थीं, जो कैपिटलिस्ट और मज़दूरों की एक बॉडी थी, जिसका मालिकों और नौकरी करने वालों दोनों पर अच्छा असर था। और माननीय ऑस्कर स्ट्रॉस, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, ने मुझे अपने घर पर डिनर करने और फेडरेशन के अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया, तय तारीख से पहले। इसके प्रेसिडेंट, मेरे ज़िंदगी भर के दोस्त और क्लीवलैंड में पहले के एजेंट मार्क हन्ना की अचानक मौत हो गई। मैं डिनर में शामिल हुआ। आखिर में मिस्टर स्ट्रॉस उठे और कहा कि मिस्टर हैना के वारिस के सवाल पर सोचा गया है और उन्हें यह रिपोर्ट करना है कि जिस भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई, उन्होंने इस पोस्ट के लिए मेरा सपोर्ट किया है। वहाँ कई लेबर लीडर मौजूद थे, जो एक के बाद एक उठे और मिस्टर स्ट्रॉस की बात को सपोर्ट किया। मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़, और मैं मानता हूँ, मेरा इतना शुक्रगुज़ार कोई याद नहीं। मुझे लगा कि मैं लेबर से अच्छा पाने का हकदार हूँ। मैं जानता था कि मैं मज़दूरों के साथ बहुत हमदर्दी रखता हूँ, और ये भी कि हमारे अपने मज़दूर मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे देश में यह स्वाभाविक रूप से उल्टा था। होमस्टेड दंगे का कर्ज, कार्नेगी वर्क्स का मतलब जनता के लिए मिस्टर कार्नेगी का लेबर की सही कमाई पर युद्ध था। मैं स्ट्रॉस डिनर में अधिकारियों को यह समझाने के लिए उठा कि मैं शायद यह बड़ा सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे गर्मी की तपिश से बचना था और फेडरेशन के हेड को हर मौसम में किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, अगर ऐसा होता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैं सबको यह समझाने में कामयाब रहा कि यह मेरे लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि थी, दुखी मन के लिए मरहम। मैंने ये कहकर बात खत्म की कि अगर मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपने दुखी दोस्त की जगह चुना जाता है, तो मैं इसे सेवा करने में सम्मान की बात समझूंगा। इस पद के लिए मुझे एक मत से चुना गया था। इस तरह मुझे इस भावना से राहत मिली कि होमस्टेड दंगे और मजदूरों की हत्या के लिए आमतौर पर लेबर मुझे जिम्मेदार मानते थे। मैं इस सफाई का श्रेय मिस्टर ऑन्स्कर स्ट्रॉस को देता हूँ, जिन्होंने लेबर के सवालों पर मेरे शुरुआती दिनों के आर्टिकल और भाषण पढ़े थे और जिन्हें उन्होंने मजदूरों के सामने अक्सर कोट किया था। एमालगमेटेड यूनियन के दो लेबर लीडर, वाइट ऑन शेफर, जो इस डिनर में थे, बोर्ड के अपने साथी मजदूरों को लेबर के मामले में मेरे रिकॉर्ड के बारे में बताने में भी कामयाब रहे, और वे ऐसा करने में नाकाम नहीं हुए। इसके बाद पिट्सबर्ग के लाइब्रेरी हॉल में मजदूरों और उनकी पत्नियों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें मेरा स्वागत किया गया और मैं उन्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से संबोधित करता हूँ। एक बात जो मुझे याद है और हमेशा रहेगी, वह यह थी कि कैपिटल, लेबर और एम्प्लॉयर तीन पैरों वाली स्टूल हैं, न कोई एक दूसरे से पहले और न ही बाद में। सभी एक जैसे ज़रूरी हैं। फिर प्यार से हाथ मिलाया गया और सब ठीक हो गया। इस तरह अपने कर्मचारियों और उनकी पत्नियों से हाथ और दिल मिलाकर मुझे लगा कि एक बड़ा बोझ असरदार तरीके से उतर गया है। लेकिन उस जगह से
हज़ारों मील दूर होने के बावजूद मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। होमस्टेड की परेशानी से जुड़ी एक घटना मेरे दोस्त रटगर्स कॉलेज के प्रोफ़ेसर जॉन सी. वैन डाइक ने बताई। 1900 के वसंत में मैं कैलिफ़ोर्निया की खाड़ी पर गुआमास से ला नोरिया वर्डे में एक दोस्त के रेंच पर गया था। सोनोरा के पहाड़ों में एक हफ्ते की शूटिंग करने की सोच रहा था। रैंच सभ्यता से काफ़ी दूर था और मुझे उम्मीद थी कि वहाँ सिर्फ कुछ मैक्सिकन और कई याकी इंडियन मिलेंगे। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि मुझे एक अंग्रेज़ी बोलने वाला आदमी मिला, जो अमेरिकन निकला। मुझे यह जानने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि वह वहाँ क्यों आया था, क्योंकि वह बहुत अकेला था और बात करने को तैयार था। उसका नाम मैकल्की था और 1892 तक वो होमस्टेड में कार्नेगी स्टील वर्क्स में एक कुशल मैकेनिक था। वह एक टॉप हैंड था, उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, वह शादीशुदा था और उस समय उसके पास एक घर और काफ़ी प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा उसके शहर के लोगों ने उसे इज़्ज़त दी थी और उसे होमस्टेड का बर्गोमास्टर बनाया गया था। जब 1892 की हड़ताल हुई, तो मैकलकी ने ज़ाहिर तौर पर हड़ताल करने वालों की ऐसा करना पूरी तरह से सही था। जैसा कि उसने मुझे समझाया, जासूस एक हथियारबंद सेना थे, जो उसके इलाके में घुस रहे थे और उसे उन्हें गिरफ्तार करने और हथियार हटाने का हक था। खून खराबा हुआ और लड़ाई सच में शुरू हो गई थी। हड़ताल की कहानी बेशक सभी को अच्छी तरह पता है। हड़ताल करने वाले आखिरकार हार गए। जहाँ तक मैकलुकी की बात है, उस पर मर्डर, दंगा, देशद्रोह और मुझे नहीं पता कि और कौन-कौन से जुर्म के आरोप लगे थे। उसे राज्य से भागने पर मजबूर होना पड़ा, वह घायल हो गया। भूखा रहा, कानून के अधिकारियों ने उसका पीछा किया और तूफान थमने तक छिपने के लिए मजबूर हुआ। फिर उसे पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स के सभी स्टील वालों ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसके पैसे खत्म हो गए थे और आखिरी झटके के तौर पर उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसका घर टूट गया। कई उतार-चढ़ाव के बाद उसने मेक्सिको जाने का फैसला किया और जब मैं उससे मिला, तो वह ला नोरिया वर्दे से लगभग 15 मील दूर खदानों में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह मेक्सिको के लोगों के लिए बहुत अच्छा मैकेनिक था, जिन्हें माइनिंग में सबसे सस्ते किस्म के अनस्किल्ड चपरासी मज़दूरों की ज़रूरत थी। उसे करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसके पास सचमुच आखिरी पैसा बचा था। ज़ाहिर है, जब उसने अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाई, तो मुझे उसके लिए बहुत दुःख हुआ। ख़ासकर इसलिए क्योंकि वह बहुत समझदार इंसान था और अपनी परेशानियों के बारे में बेवजह रोता नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उस समय उन्हें बताया था कि मैं मिस्टर कार्नेगी को जानता हूँ और होमस्टेड स्ट्राइक के तुरंत बाद स्कॉटलैंड के क्लूनी में उनके साथ था और न ही मैंने मिस्टर कार्नेगी से कहानी का दूसरा पहलू जाना था। लेकिन मैकलक्की मिस्टर कार्नेगी पर इल्ज़ाम न लगाने में काफ़ी सावधान थे। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि अगर एंडी वहाँ होता, तो यह परेशानी कभी नहीं होती। उन्हें लगता था कि लड़के एंडी के साथ बहुत अच्छे से घुल-मिल सकते हैं, लेकिन उनके कुछ पार्टनर्स के साथ नहीं। मैं 1 हफ्ते के लिए रैंच पर था और शाम को मैकलकी से काफ़ी मिलता था। जब मैं वहाँ से निकला, तो मैं सीधे टक्सन, एरिज़ोना गया और वहाँ से मुझे मिस्टर कार्नेगी को लिखने का मौका मिला और लेटर में मैंने उन्हें मैकलकी से खुश लग रहा था और अपनी खुशी के लिए उसने एक मैक्सिकन पत्नी भी रख ली थी। और अब जब उसका आसमान साफ हो गया था, तो मैं उसे अपने ऑफ़र के बारे में सच बताने के लिए बेचैन था, ताकि वह उन लोगों के बारे में गलत ना सोचे, जिन्हें उससे लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए उसे छोड़ने से पहले मैंने कहा, मैकल्की, मैं चाहता हूँ कि तुम अब ये जान लो कि मैंने तुम्हें जो पैसे ऑफ़र किए थे, वे मेरे नहीं थे। वह एंड्रयू कार्नेगी के पैसे थे। यह उसका ऑफ़र था, जो मेरे ज़रिए दिया गया था। मैकलकी काफ़ी हैरान था और वह बस इतना ही कह सका, अच्छा, ये तो एंडी की तरफ से बहुत बुरा था, है ना? मैं मैकलकी के उस फैसले को स्वर्ग के पासपोर्ट के तौर पर लेने का रिस्क लेना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि इंसान के बनाए सभी धार्मिक सिद्धांतों को मानूं। मैं मैकलकी को एक अच्छे इंसान के तौर पर अच्छी तरह जानता था। कहा जाता था कि होमस्टेड में उसकी प्रॉपर्टी की कीमत $30,000 थी। उससे पुलिस अफसरों को गोली मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह बर्गोमास्टर था और होमस्टेड की मेंस कमेटी का चेयरमैन भी था। उसे सब कुछ पीछे छोड़कर भागना पड़ा। इस कहानी के छपने के बाद अखबारों में यह स्किट छपा
क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपनी कब्र पर मैकलकी के कुछ शब्द किसी और लिखावट के बजाय लिखवाना चाहूँगा, क्योंकि इससे पता चलता था कि मैं हमारे एक कामगार के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था। बस ऐसे ही। सैंडी ऑन एंडी। ओह! क्या तुमने सुना है कि एंडी अपनी कब्र पर क्या करने वाला है, जब उसका सोना चला गया हो और मौत ने उसकी मौत पर मुहर लगा दी हो? कोई भी पवित्र ग्रंथ की लाइन श्रद्धांजलि के साथ अच्छी नहीं है, जिसे डीलर हमेशा सँभाल कर रखते हैं। लेकिन बस ये बेतुका बकवास, ये एंडी की बहुत बुरी बात है। अच्छा, स्कॉट उन समाधि लेखों पर हँसता है जो सिर्फ़ चापलूसी करने के लिए होते हैं, लेकिन कभी इतने गंदे नहीं होते, और ये कोई हँसी की बात नहीं है। फिर भी अगर वह अपनी सारी बकवास छोड़ देता है, तो वह एक शानदार इंसान है, और हम उसका ये हक मान लेंगे, क्योंकि ये एंडी की खूबी है। कोई बड़ा डी नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद एक डैश, क्योंकि एंडी इसे और भी आसान बनाने की कोशिश करके शब्द को खराब कर देगा। वह शब्दों का खेल खेलने वाला या आराम देने वाली बातें करने वाला लड़का नहीं है। वो एक सीधा-सादा सीधा इंसान है, और ये एंडी की खूबी है। इसीलिए जब वह मर जाएगा तो हम उसकी बात ध्यान से सुनेंगे और जैसा वह कहेगा वैसा ही लिखेंगे। हम इसे उसकी कब्र के पत्थर पर खुदवाएँगे और उसके ताबूत पर मुहर लगाएँगे। जो अमीर है, वह बदनाम है, वह कहता है, और पक्का मेरा नाम सैंडी है। वो कोई अमीर आदमी नहीं होगा जिसे वह मरवाएगा। ये एंडी पर लानत है। लेबर की प्रॉब्लम। मैं यहाँ कुछ लेबर डिस्प्यूट के बारे में बताना चाहूँगा जिनसे मुझे निपटना पड़ा है, क्योंकि ये कैपिटल और लेबर दोनों के लिए एक मोरल हो सकते हैं। हमारे स्टील रेल वर्क्स में ब्लास्ट फर्नेस के वर्कर्स ने एक बार एक राउंड रॉबिन भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर फर्म उन्हें सोमवार दोपहर 4 बजे तक सैलरी का एडवांस नहीं देती है, तो वे फर्नेस छोड़ देंगे। अब जिस स्केल पर ये लोग काम करने के लिए राजी हुए थे, वह साल के आखिर तक खत्म नहीं होने वाला था, यानी कई महीने की छुट्टी। मुझे लगा कि अगर लोग एक एग्रीमेंट तोड़ देंगे तो उनके साथ दूसरा एग्रीमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने न्यूयॉर्क से रात की ट्रेन ली और सुबह-सुबह वर्क्स पर पहुंच गया। मैंने सुपरिटेंडेंट से उन 3 कमेटियों को एक साथ बुलाने को कहा, जो वर्क्स को कंट्रोल करती थीं। सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस कमेटी ही नहीं जो अकेली शामिल थी, बल्कि मिल और कन्वर्टिंग वर्क्स कमेटियां भी। वे आए और बेशक मैंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, इसलिए नहीं कि अच्छा व्यवहार करना अच्छी पॉलिसी थी, बल्कि इसलिए कि मुझे हमेशा हमारे आदमियों से मिलकर मज़ा आता था। मुझे यह कहना होगा कि मैं जितना ज़्यादा काम करने वाले आदमियों को जानता हूँ, मैं उनकी अच्छाइयों को उतना ही ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन उनके साथ वैसा ही है जैसा बैरी औरतों के बारे में कहते हैं। बेशक भगवान ने चीज़ों को अच्छा बनाया, लेकिन उन्होंने औरतों में कुछ अजीब कमियां छोड़ दी। उनकी अपनी सोच और लाल कपड़े हैं, जिनका सम्मान करना होगा, क्योंकि परेशानी की मुख्य जड़ अज्ञानता है, दुश्मनी नहीं। कमेटी मेरे सामने आधे गोले में बैठी थी। सभी ने अपनी टोपियां उतार रखी थी, बेशक जैसा कि मैंने भी किया था, और सच में वहां एक मॉडल असेंबली दिख रही थी। मिल कमेटी के चेयरमैन से बात करते हुए मैंने कहा, मिस्टर मैके, वह एक बूढ़े आदमी थे और चश्मा पहनते थे, क्या हमारा आपके साथ बाकी साल के लिए कोई एग्रीमेंट है? धीरे से चश्मा उतार कर हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, हाँ सर, आपके पास है मिस्टर कार्नेगी, और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप हमें इसे तोड़वा सकें। यह सच में एक सच्चे अमेरिकी मजदूर की बात है, मैंने कहा। मुझे आप पर गर्व है। मिस्टर जॉनसन, जो रेल कन्वर्टर्स कमेटी के चेयरमैन थे, क्या हमारा आपके साथ भी ऐसा ही कोई एग्रीमेंट है? मिस्टर जॉनसन एक छोटे कद के दुबले पतले आदमी थे। उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, मिस्टर कार्नेगी, जब कोई एग्रीमेंट मुझे साइन करने के लिए दिया जाता है तो मैं उसे ध्यान से पढ़ता हूँ, और अगर वह मुझे सूट नहीं करता तो मैं उस पर साइन नहीं करता, और अगर वह मुझे सूट करता है तो मैं उस पर साइन कर देता हूँ, और जब मैं उस पर साइन कर देता हूँ तो मैं उसे रख लेता हूँ। ये फिर से एक आत्मसम्मान वाले अमेरिकी मजदूर की बात है, मैंने कहा। अब ब्लास्ट फर्नेस कमेटी के चेयरमैन केली नाम के एक आयरिश आदमी की तरफ मुड़ते हुए मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा, मिस्टर केली, क्या इस साल के बाकी समय के लिए हमारा आपके साथ कोई एग्रीमेंट है? मिस्टर केली ने जवाब दिया कि वह ठीक ठीक नहीं बता सकते। एक कागज भेजा गया था और उन्होंने उस पर साइन कर दिया, लेकिन उसे ध्यान से नहीं पढ़ा और समझ नहीं पाए कि उसमें क्या है। इसी समय हमारे सुपरिटेंडेंट कैप्टन जोन्स, जो बहुत अच्छे मैनेजर थे लेकिन जल्दबाज थे, अचानक बोले,
अब मिस्टर केली, आप जानते हैं कि मैंने उसे 2 बार पढ़ा और आपसे इस पर बात की। ऑन ऑर्डर कैप्टन, मिस्टर केली को अपनी सफाई देने का हक है। मैं कई ऐसे कागज़ों पर साइन करता हूँ जिन्हें मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे वकील और पार्टनर मुझे साइन करने के लिए देते हैं। मिस्टर केली कहते हैं कि उन्होंने ऐसे हालात में इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है और उनका बयान ज़रूर लिया जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर केली, मैंने हमेशा पाया है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस एग्रीमेंट पर आप साइन करते हैं, उसके नियमों को लापरवाही से पूरा करें और अगली बार ज़्यादा सावधान रहने का फैसला करें। क्या आपके लिए यह बेहतर नहीं होगा कि आप इस एग्रीमेंट को 4 महीने और जारी रखें और फिर जब आप अगले पर साइन करें तो देखें कि आप इसे समझते हैं? इसका कोई जवाब नहीं मिला और मैं उठा और बोला, ब्लास्ट फर्नेस कमेटी के सज्जनों, आपने हमारी फर्म को धमकी दी है कि आप अपना एग्रीमेंट तोड़ देंगे और ये ब्लास्ट फर्नेस छोड़ देंगे, जिसका मतलब है तबाही। अगर आपको आज 4 बजे तक अपनी धमकी का अच्छा जवाब नहीं मिला, अभी 3 भी नहीं बजे हैं, लेकिन आपका जवाब तैयार है, आप ब्लास्ट फर्नेस छोड़ सकते हैं। आपकी धमकी मानने से पहले उनके चारों ओर घास उग जाएगी। इस दुनिया में लेबर ने सबसे बुरा दिन वह देखा है जब वे अपना एग्रीमेंट तोड़कर खुद की बेइज्जती करते हैं। आपके पास आपका जवाब है। कमेटी धीरे धीरे बाहर निकल गई और पार्टनर्स के बीच सन्नाटा छा गया। एक अजनबी जो काम से आ रहा था रास्ते में कमेटी से मिला और उसने बताया, जैसे ही मैं अंदर आया, चश्मा पहने एक आदमी केली नाम के एक आयरिश आदमी के पास आया और उसने कहा, तुम लोग इसे अभी भी समझ लो, बाद में भी नहीं। इन कामों में कोई बंदरबांट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब काम था। बाद में हमने अपने एक क्लर्क से सुना कि भट्टियों पर क्या हुआ। केली और उसकी कमेटी उनके पास गई। बेशक वे लोग कमेटी का इंतजार कर रहे थे और भीड़ जमा हो गई थी। जब भट्टियों पर पहुंचे तो केली ने उन्हें आवाज दी, काम पर लग जाओ तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? बेगोरा छोटे बॉस ने अभी कंधे से मारा है। वह लड़ेगा नहीं, लेकिन वह कहता है कि वह बैठ गया है और हम सब जानते हैं कि उठने से पहले वह कंकाल बन जाएगा। काम पर लग जाओ तुम स्पॉल्पीन्स। आयरिश और स्कॉच आयरिश अजीब होते हैं, लेकिन उनके साथ रहना सबसे आसान और सबसे अच्छा होता है। अगर तुम्हें पता हो कि कैसे। वह आदमी गेली उसके बाद हमेशा मेरा पक्का दोस्त और फैन रहा और उससे पहले वह हमारे सबसे हिंसक आदमियों में से एक था। अनुभव यह है कि आप हमेशा काम करने वाले आदमियों के बड़े ग्रुप पर भरोसा कर सकते हैं कि वे सही काम करेंगे, बशर्ते उन्होंने कोई स्टैंड न लिया हो और अपने लीडर्स से उनके साथ खड़े रहने का वादा न किया हो। लेकिन गलत होने पर भी अपने लीडर्स के प्रति उनकी लॉयल्टी हमें उन पर गर्व करने पर मजबूर करती है। जिन आदमियों के अंदर लॉयल्टी की यह भावना होती है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बस उनके साथ सही बर्ताव करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक बार हमारी स्टील रेल मिलों में हड़ताल तोड़ी गई थी, वह दिलचस्प है। यहाँ फिर से मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है। एक डिपार्टमेंट के 134 आदमियों ने साल के आखिर में, जो कई महीने दूर था, बढ़ी हुई सैलरी की मांग करने के लिए सीक्रेट कसम खाई थी। नया ये साल बिजनेस के लिए बहुत बुरा साबित हुआ और पूरे देश में दूसरे आयरन और स्टील बनाने वालों ने सैलरी कम कर दी थी। फिर भी इन लोगों ने महीनों पहले चुपके से कसम खाई थी कि जब तक सैलरी नहीं बढ़ाई जाती वे काम नहीं करेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहने के लिए खुद को मजबूर समझा। जब हमारे कॉम्पिटिटर सैलरी कम कर रहे थे तो हम सैलरी नहीं दे सके और इस वजह से काम रोक दिया गया। इन हड़ताल करने वालों ने वर्क्स का हर डिपार्टमेंट ठप कर दिया। तय समय से 1-2 दिन पहले ब्लास्ट फर्नेस बंद कर दी गई और इस वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। मैं पिट्सबर्ग गया और यह देखकर हैरान रह गया कि एग्रीमेंट के उलट फर्नेस बंद कर दी गई थी। मुझे पिट्सबर्ग पहुंचने पर सुबह उन लोगों से मिलना था, लेकिन वर्क्स से मुझे एक मैसेज भेजा गया कि वे लोग फर्नेस छोड़ चुके हैं और कल मुझसे मिलेंगे। यहाँ एक अच्छा स्वागत हुआ। मेरा जवाब था, नहीं, वे नहीं आएंगे। उनसे कहो कि मैं कल यहाँ नहीं रहूँगा। कोई भी काम रोक सकता है। ट्रिक ये है कि इसे फिर से शुरू किया जाए। किसी अच्छे दिन ये लोग काम शुरू करवाना चाहेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो इसे शुरू कर सके, और मैं तब उन्हें वही बताऊंगा जो मैं अभी करता हूँ, कि काम कभी शुरू नहीं होगा सिवाय एक स्लाइडिंग स्केल के जो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हमें मिलने वाली कीमतों पर आधारित होगा। वह स्केल 3 साल तक चलेगा
और इसे लोग जमा नहीं करेंगे। उन्होंने हमें कई स्केल जमा किए हैं। अब हमारी बारी है और हम उन्हें एक स्केल जमा करने जा रहे हैं। अब मैंने अपने पार्टनर से कहा, मैं दोपहर में न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ और कुछ नहीं करना है। मेरा मैसेज उन लोगों को मिलने के थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि क्या वे उस दोपहर मेरे जाने से पहले आकर मुझसे मिल सकते हैं? मैंने जवाब दिया, ज़रूर। वे अंदर आए और मैंने उनसे कहा, जेंटलमैन, आपके चेयरमैन, मिस्टर बेनेट ने आपको भरोसा दिलाया था कि मैं आऊँगा और किसी न किसी तरह से आपके साथ समझौता कर लूँगा, जैसा कि मैंने हमेशा किया है। ये सच है। और उन्होंने आपसे कहा कि मैं नहीं लड़ूँगा, जो कि सच भी है। वो एक सच्चा पैगंबर है। लेकिन उसने आपको कुछ और बताया जिसमें वह थोड़ा गलत था। उसने कहा कि मैं लड़ नहीं सकता। जेंटलमैन, मिस्टर बेनेट की आँखों में सीधे देखते हुए और अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर उठाते हुए, वह भूल गया कि मैं स्कॉटिश हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा, मैं आपसे कभी नहीं लड़ूँगा। मैं लेबर से लड़ने से बेहतर जानता हूँ। मैं लड़ूँगा नहीं, लेकिन मैं बैठकर किसी भी कमेटी को हरा सकता हूँ और मैं बैठ गया हूँ। ये काम तब तक शुरू नहीं होंगे जब तक आदमी 2/3 मेजॉरिटी से इन्हें शुरू करने के लिए वोट नहीं करते। और फिर जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया, ये हमारे स्लाइडिंग स्केल पर शुरू होंगे। मुझे और कुछ नहीं कहना है। वे रिटायर हो गए। लगभग 2 हफ्ते बाद घर का एक नौकर न्यूयॉर्क में मेरी लाइब्रेरी में एक कार्ड लेकर आया और मैंने उस पर हमारे 2 काम करने वालों के नाम और एक आदरणीय आदमी का नाम देखा। उन्होंने कहा कि वे पिट्सबर्ग के वर्क्स से हैं और मुझसे मिलना चाहेंगे। पूछो कि क्या इनमें से कोई आदमी उन ब्लास्ट फर्नेस वर्कर्स में से है जिन्होंने एग्रीमेंट के खिलाफ फर्नेस को बैंक किया था। वह आदमी वापस आया और बोला, नहीं। मैंने जवाब दिया, उस मामले में नीचे जाओ और उन्हें बताओ कि मुझे उन्हें ऊपर आने में खुशी होगी। बेशक उनका सच्चे प्यार और प्यार से स्वागत किया गया और हम कुछ देर न्यूयॉर्क के बारे में बैठे और बातें करते रहे। ये उनकी पहली विजिट थी। मिस्टर कार्नेगी, हम सच में काम में आ रही दिक्कतों के बारे में बात करने आए थे, मिनिस्टर ने आखिर में कहा। ओह, सच में? मैंने जवाब दिया, क्या आदमियों ने वोट दिया है? नहीं, उन्होंने कहा। मेरा जवाब था, आपको मुझे उस टॉपिक पर बात करने से मना करना होगा। मैंने कहा था कि मैं इस पर तब तक बात नहीं करूंगा जब तक वे 2/3 मेजॉरिटी से मिलों को शुरू करने के लिए वोट नहीं करते। जेंटलमैन, आपने कभी न्यूयॉर्क नहीं देखा है। चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ और तुम्हें फिफ्थ एवेन्यू और पार्क दिखाता हूँ और हम 1:30 बजे लंच के लिए यहाँ वापस आएंगे। हमने ऐसा ही किया। हर चीज़ के बारे में बात की सिवाय उस एक चीज़ के जिसके बारे में वे बात करना चाहते थे। हमने अच्छा समय बिताया और मुझे पता है कि उन्होंने अपना लंच एंजॉय किया। अमेरिकन काम करने वाले आदमी और विदेशी में वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिकन एक आदमी है, वह लोगों के साथ लंच पर ऐसे बैठता है जैसा कि वह आम तौर पर होता है। पैदाइशी जेंटलमैन हो या शानदार है। वे पिट्सबर्ग लौट आए, काम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया, लेकिन आदमियों ने जल्दी ही वोट दिया। शुरू करने के खिलाफ बहुत कम वोट थे और मैं फिर से पिट्सबर्ग गया। मैंने कमेटी के सामने वह स्केल रखा जिसके तहत उन्हें काम करना था। यह प्रोडक्ट की कीमत के आधार पर एक स्लाइडिंग स्केल था। ऐसा स्केल सच में कैपिटल और लेबर को पार्टनर बनाता है, जो अच्छे और बुरे समय को साथ शेयर करते हैं। बेशक इसका एक मिनिमम होता है ताकि आदमी हमेशा पक्का रहे, गुजारे लायक मजदूरी। क्योंकि आदमियों ने ये स्केल देख लिए थे, इसलिए उन पर बात करने की जरूरत नहीं थी। चेयरमैन ने कहा, मिस्टर कार्नेगी, हम हर बात मान लेंगे। और अब उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, हमें आपसे एक मदद चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप इसे मना नहीं करेंगे। ठीक है जेंटलमैन, अगर ये सही होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये है कि आप यूनियन के ऑफिसर्स को आदमियों के लिए इन पेपर्स पर साइन करने की इजाज़त दें। क्यों? ज़रूर जेंटलमैन, बहुत खुशी के साथ। और फिर मुझे आपसे एक छोटी-सी मदद चाहिए, क्या जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मना नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपकी की है। बस मुझे खुश करने के लिए ऑफिसर्स के साइन करने के बाद हर वर्कर को अपनी तरफ से भी साइन करने दो। देखिए मिस्टर बेनेट, ये स्केल 3 साल के लिए है और कोई आदमी या आदमियों का ग्रुप इस बात पर बहस कर सकता है कि क्या आपके यूनियन के प्रेसिडेंट के पास उन्हें इतने लंबे समय तक बांधने का अधिकार था? लेकिन अगर हमारे पास उनके साइन भी हैं, तो कोई गलतफ़हमी नहीं हो सकती। थोड़ी देर रुका, फिर उनके पास एक आदमी ने मिस्टर बेनेट से फुसफुसाकर कहा, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल सही सुना।
वाह! खेल खत्म हो गया। तो ऐसा ही था। लेकिन यह सीधे हमले से नहीं बल्कि एक तरफ से हुआ था। अगर मैंने यूनियन ऑफिसर्स को साइन करने की इजाज़त नहीं दी होती, तो उन्हें शिकायत होती और लड़ाई का बहाना मिल जाता। जैसा कि था, उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देने के बाद वे मेरी इतनी आसान सी रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकते थे कि हर आज़ाद और इंडिपेंडेंट अमेरिकी नागरिक को अपने लिए भी साइन करना चाहिए। मुझे याद है कि असल में यूनियन के अधिकारियों ने कभी साइन नहीं किए, लेकिन हो सकता है उन्होंने की हों। अगर हर आदमी के साइन ज़रूरी थे तो उन्हें क्यों करने चाहिए? इसके अलावा मज़दूरों को पता था कि जब स्केल अपनाया जाएगा तो यूनियन उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने बकाया देना नज़रअंदाज कर दिया और यूनियन छोड़ दी गई। हमने इसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। यह 1889 में हुआ था। अब 27 साल पहले स्केल कभी नहीं बदला गया। अगर लोग बदल सकते तो इसे नहीं बदलते। यह उनके फ़ायदे के लिए काम करता है। जैसा कि मैंने उनसे कहा था कि यह बदलेगा। लेबर के लिए मेरी सभी सेवाओं में से स्लाइडिंग स्केल की शुरुआत सबसे अहम है। ये कैपिटल और लेबर की समस्या का हल है, क्योंकि यह सच में उन्हें पार्टनर बनाता है, जैसे खुशहाली और मुश्किल में। शुरुआती सालों में पिट्सबर्ग ज़िले में सालाना स्केल पर काम होता था, लेकिन यह एक अच्छा प्लान नहीं है, क्योंकि आदमी और मालिक एक साथ उस मुश्किल की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो लगभग तय है। मालिक और नौकरी करने वाले दोनों के लिए यह कहीं बेहतर है कि तय स्केल खत्म होने की कोई तारीख तय न की जाए। इसके लिए दोनों तरफ से 6 महीने या 1 साल का नोटिस देना चाहिए, और इस तरह यह शायद सालों तक चलेगा। ये दिखाने के लिए कि कैपिटल और लेबर के बीच मुकाबला कितनी छोटी छोटी बातों पर बदल सकता है, मैं दो ऐसे उदाहरण बताता हूँ जो सिर्फ मामूली लगने वाली घटनाओं से शांति से सुलझा लिए गए थे। एक बार जब मैं एक आदमियों की कमेटी से मिलने गया जिसने हमारी राय में गलत मांगें की थीं, तो मुझे बताया गया कि वे एक ऐसे आदमी से प्रभावित थे जो चुपके से एक शराब की दुकान चलाता था। हालांकि वह मिलों में काम करता था। वह बहुत बड़ा गुंडा था। शांत शांत काम करने वाले उससे डरते थे और शराब पीने वाले उसके कर्जदार थे। वह आंदोलन का असली भड़काने वाला था। हम हमेशा की तरह दोस्ताना तरीके से मिले। मुझे उन आदमियों को देखकर खुशी हुई जिनमें से कई को मैं लंबे समय से जानता था और नाम से बुला सकता था। जब हम टेबल पर बैठे तो लीडर की सीट एक तरफ थी और मेरी दूसरी तरफ, इसलिए हम एक दूसरे के सामने थे। मीटिंग में अपना प्रपोजल रखने के बाद मैंने देखा कि लीडर ने जमीन से अपनी हैट उठाई और धीरे से अपने सिर पर रखी, यह दिखाते हुए कि वह जाने वाला है। यह मेरा मौका था। सर, आप जेंटलमैन के सामने हैं। प्लीज अपनी हैट उतार दें या कमरे से बाहर चले जाएं। मेरी नज़रें पूरी तरह उस पर टिकी थीं। एक ऐसी खामोशी थी जिसे महसूस किया जा सकता था। वह बड़ा गुंडा हिचकिचाया, लेकिन मुझे पता था कि उसने जो भी किया, वह हार गया। अगर वह इसलिए गया क्योंकि उसने अपनी हैट पहने रहकर मीटिंग के साथ बदतमीजी की थी, तो वह जेंटलमैन नहीं था। अगर वह रुका और अपनी हैट उतार दी, तो वह डांट से कुचल गया था। मुझे परवाह नहीं थी कि उसने कौन सा रास्ता अपनाया। उसके पास सिर्फ दो ही थे, और उनमें से कोई भी जानलेवा था। टोपी उतारी और जमीन पर रख दी। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे बाद में बताया गया कि उन्हें वह जगह छोड़नी होगी। इस घटना से लोग बहुत खुश हुए और आपसी सहमति से समझौता हो गया। जब लोगों को 3 साल का स्केल सुझाया गया, तो उन्होंने हमसे बात करने के लिए 16 लोगों की एक कमेटी चुनी। शुरू में थोड़ी ही प्रोग्रेस हुई और मैंने बताया कि मेरे काम की वजह से मुझे अगले दिन न्यूयॉर्क लौटना पड़ा। पूछताछ की गई कि क्या हम 32 लोगों की कमेटी से मिलेंगे, क्योंकि लोग चाहते थे कि कमेटी में और लोग भी शामिल हों। ये उनके रैंक में बंटवारे का पक्का संकेत था। बेशक हम मान गए। कमेटी पिट्सबर्ग में ऑफिस में मुझसे मिलने आई। कार्रवाई हमारे सबसे अच्छे लोगों में से एक, बिली एडवर्ड्स, मुझे वह अच्छी तरह याद है। बाद में वह ऊंचे पद पर पहुंचे ने शुरू की, जिन्होंने सोचा कि जो कुल रकम दी गई थी वह ठीक थी, लेकिन स्केल बराबर नहीं था। कुछ डिपार्टमेंट ठीक थे, कुछ के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ। ज़्यादातर आदमी नेचुरली इसी राय के थे, लेकिन जब उन्होंने कम पेमेंट बताने की बात की, तो जैसा कि उम्मीद थी, फ़र्क था। अलग-अलग डिपार्टमेंट के कोई भी 2 आदमी सहमत नहीं हो सके। बिली ने शुरू किया, मिस्टर कार्नेगी, हम इस बात पर सहमत हैं कि प्रति टन दी जाने वाली कुल रकम सही है, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे बीच ठीक से नहीं बंटी है।
अब मिस्टर कार्नेगी, आप मेरा काम ले लीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर! मैं चिल्लाया। ऐसा कुछ नहीं बिली, मिस्टर कार्नेगी किसी का काम नहीं लेते। किसी दूसरे का काम लेना ऊंचे तबके के कामगारों के बीच एक माफ न करने लायक जुर्म है। जोरदार हंसी हुई। उसके बाद तालियां बजीं और फिर और हंसी। मैं भी उनके साथ हंसा। हमने बिली को हरा दिया था। बेशक झगड़ा जल्द ही सुलझ गया। ये सिर्फ अक्सर या मुख्य रूप से कामगारों के साथ डॉलर का मामला नहीं होता। तारीफ, अच्छा बर्ताव, सही डील, ये अक्सर अमेरिकी वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी ताकतें होती हैं। मालिक अपने आदमियों के लिए कम खर्च में बहुत सी अच्छी चीजें कर सकते हैं। एक मीटिंग में जब मैंने पूछा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मुझे याद है वही बिली एडवर्ड्स उठे और कहा कि ज्यादातर आदमियों को दुकानदारों से कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि उन्हें महीने में पैसे मिलते हैं। खैर, मुझे उनकी बातें याद हैं। मेरी पत्नी एक अच्छी औरत है जो अच्छा मैनेज करती है। हम हर चौथे शनिवार दोपहर को पिट्सबर्ग जाते हैं और अगले महीने के लिए अपना सामान होलसेल में खरीदते हैं और एक तिहाई बचाते हैं। आपके बहुत से आदमी ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ दुकानदार बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और दूसरी बात, वे कोयले के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर आप अपने आदमियों को महीने के बजाय हर 2 हफ्ते में पैसे दें, तो यह उन सावधान आदमियों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना कि सैलरी में 10% या उससे ज़्यादा की बढ़ोतरी। मिस्टर एडवर्ड्स, ऐसा ही होगा, मैंने जवाब दिया। इसमें ज़्यादा लेबर और कुछ और क्लर्क शामिल थे, लेकिन यह छोटी बात थी। ज़्यादा कीमत वाली बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे लोग कोऑपरेटिव स्टोर क्यों नहीं खोल सकते। यह भी तय हुआ। फर्म बिल्डिंग का किराया देने के लिए राजी हो गई, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि आदमी खुद स्टॉक लें और उसे मैनेज करें। इसी से ब्रैडॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, जो कई वजहों से एक कीमती संस्था थी, खासकर इसलिए कि इसने आदमियों को सिखाया कि बिजनेस में मुश्किलें होती हैं। कोयले की दिक्कत का असरदार हल ये हुआ कि हम इस बात पर राजी हो गए कि कंपनी अपने सभी आदमियों को कोयला नेट कॉस्ट प्राइस पर बेचे। मुझे बताया गया था कि कोयला डीलरों ने जो कीमत वसूली थी, उसका लगभग आधा, और इसे आदमियों के घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया। खरीदार सिर्फ माल ढुलाई की असली कीमत देगा। एक और बात थी। हमने पाया कि आदमियों की बचत उन्हें परेशान कर रही थी क्योंकि समझदार बचत करने वाले आदमियों का बैंकों पर बहुत कम भरोसा होता है। और बदकिस्मती से उस समय हमारी सरकार ने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बैंक खोलने में ब्रिटिश सरकार की तरह काम नहीं किया। हमने हर काम करने वाले की असली बचत, जो $2000 तक हो सकती थी, लेने और उस पर 6% ब्याज देने का ऑफर दिया ताकि बचत को बढ़ावा मिले। उनका पैसा बिजनेस से अलग एक ट्रस्ट फंड में रखा गया और उन लोगों को उधार दिया गया जो अपने लिए घर बनाना चाहते थे। मैं इसे बचत करने वाले, काम करने वाले के लिए की जा सकने वाली सबसे अच्छी चीज़ों में से एक मानता हूँ। ऐसी ही रियायतें कंपनी द्वारा किए गए अब तक के सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट साबित हुई, आर्थिक नज़रिए से भी। अपने आदमियों के साथ बॉन्ड के लेटर से आगे जाने में फ़ायदा होता है। मेरे 2 पार्टनर, जैसा कि मिस्टर फिप्स ने कहा है, मज़दूरों की माँगों को हमेशा मान लेने की मेरी बहुत ज़्यादा आदत को जानते थे, चाहे वे कितनी भी गलत क्यों ना हों। लेकिन इस मामले में अपनी नाकामी को पीछे मुड़कर द होता, बहुत ज़्यादा। किसी भी खर्च से हमारे काम करने वालों की दोस्ती जैसा फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे सच में लगता है कि जल्द ही हमारे पास काम करने वालों का एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसका कोई मुकाबला नहीं था। सबसे अच्छे काम करने वाले और अब तक के सबसे अच्छे आदमी। झगड़े और हड़तालें पुरानी बातें हो गईं। अगर होमस्टेड के आदमी हमारे अपने पुराने आदमी होते, न कि हमें उन्हें उठाना पड़ता, तो शायद ही 1892 में वहाँ जो परेशानी हुई थी, वह होती। स्टील रेल मिलों में 1889 में शुरू हुआ स्केल आज 1914 तक चल रहा है, और मुझे लगता है कि तब से वहाँ कभी भी लेबर की कोई शिकायत नहीं हुई। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आदमियों ने अपनी पुरानी यूनियन इसलिए ख़त्म कर दी क्योंकि जब आदमियों का खुद का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो यूनियन को ड्यूज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं था। हालांकि उनकी लेबर यूनियन ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी जगह एक और बेहतर यूनियन ने ले ली है। मालिकों और उनके आदमियों के बीच एक अच्छा यूनियन, जो दोनों पार्टियों के लिए सबसे अच्छा यूनियन है। मालिक के फ़ायदे के लिए यह ज़रूरी है कि उसके आदमी अच्छी कमाई करें और उन्हें पक्का काम मिले। स्लाइडिंग स्केल कंपनी को मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है
और कभी-कभी ऑर्डर लेने और काम को चालू रखने में भी, जो काम करने वाले आदमियों के लिए सबसे ज़रूरी है। ज़्यादा मज़दूरी ठीक है, लेकिन इसकी तुलना पक्की नौकरी से नहीं की जा सकती, मेरी राय में। एडगर थॉम्सन मिल्स कैपिटल और लेबर के रिश्तों के हिसाब से सबसे अच्छी जगह है। मुझे बताया गया है कि हमारे समय में और आज भी 1914 आदमी 2 से 3 बार काम करना पसंद करते हैं, लेकिन 3 बार काम तो आएगा ही। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मज़दूरों के काम के घंटे कम होते जाएँगे। 8 घंटे का नियम होगा। 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटे आराम और मनोरंजन के लिए। मेरी बिज़नेस लाइफ़ में ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं जिनसे यह साबित होता है कि मज़दूरों की परेशानियाँ सिर्फ़ मज़दूरी पर आधारित नहीं होती। मेरा मानना है कि झगड़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों को पहचानें और उनमें सच्ची दिलचस्पी लें। उन्हें यकीन दिलाएँ कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं और उनकी कामयाबी से खुश होते हैं। मैं ये दिल से कह सकता हूँ कि मुझे हमेशा हमारे मज़दूरों के साथ मीटिंग में मज़ा आता था, जो हमेशा सैलरी के बारे में नहीं होती थी। और जितना मैं उन लोगों को जानता था, उतना ही वे मुझे पसंद आते थे। उनमें आम तौर पर मालिक के एक के मुकाबले 2 खूबियाँ होती हैं और वे निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए ज़्यादा उदार होते हैं। लेबर आमतौर पर कैपिटल के सामने बेबस होती है। मालिक शायद दुकानें बंद करने का फैसला करता है। वह कुछ समय के लिए प्रॉफ़िट कमाना बंद कर देता है। उसकी आदतों, खाने, कपड़ों, मौज-मस्ती में कोई बदलाव नहीं होता। कमी का कोई दर्दनाक डर नहीं होता। इसकी तुलना उस मज़दूर से करें जिसके गुज़ारे के कम होते साधन उसे परेशान कर रहे हैं। आराम बहुत कम है। उसकी पत्नी और स्वस्थ बच्चों के लिए मुश्किल से ज़रूरी चीज़ें हैं और बीमार बच्चों के लिए कोई सही इलाज नहीं है। हमें कैपिटल की नहीं बल्कि बेबस लेबर की रक्षा करनी है। अगर मैं कल काम पर लौटता तो लेबर की परेशानियों का डर मेरे मन में नहीं आता, लेकिन गरीब और कभी-कभी गुमराह, लेकिन नेक इरादे वाले लेबर के लिए प्यार मेरे दिल को भर देता और उसे नरम कर देता और इस तरह उनका भी नरम कर देता। 1892 में होमस्टेड की परेशानी के बाद पिट्सबर्ग लौटने पर मैं काम की जगह पर गया और कई बूढ़े लोगों से मिला जिनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर मैं घर पर होता तो हड़ताल कभी नहीं होती। मैंने उनसे कहा कि कंपनी ने अच्छी शर्तें दी थीं और उसके ऑफर से आगे मुझे नहीं जाना चाहिए था। स्कॉटलैंड में उनका केबल मुंह तक पहुंचने से पहले ही राज्य के गवर्नर अपनी फौज के साथ मौके पर आ गए थे और चाहते थे कि कानून सही हो। और तब यह सवाल मेरे पार्टनर्स के हाथ से निकल गया था। मैंने आगे कहा, आपको गलत सलाह दी गई थी। मेरे पार्टनर्स का ऑफर मान लेना चाहिए था। वह बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता कि मैं इतना ऑफर करता। इस पर एक रोलर ने मुझसे कहा, ओह मिस्टर कार्नेगी, यह डॉलर का सवाल नहीं था। लड़के आपको लात मारने देते, लेकिन वे उस दूसरे आदमी को अपने बाल नहीं सहलाने देते। जिंदगी के प्रैक्टिकल मामलों में यहाँ तक कि मेहनतकश लोगों के साथ भी भावनाओं का बहुत महत्व होता है। जो लोग उन्हें नहीं जानते वे आमतौर पर इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि मजदूरी को लेकर होने वाले झगड़े कैपिटल और लेबर के बीच होने वाले आधे से भी ज्यादा मतभेदों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मालिकों की तरफ से कर्मचारियों की सही कद्र न करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव न करना। कई हड़ताल करने वालों के खिलाफ केस किए गए थे, लेकिन मेरे लौटने पर उन्हें तुरंत खारिज कर दिया गया। जो भी पुराने लोग बचे थे और हिंसा के दोषी नहीं थे, उन्हें वापस ले लिया गया। मैंने स्कॉटलैंड से केबल भेजकर मिस्टर श्वाब को होमस्टेड वापस भेजने की अपील की थी। उन्हें हाल ही में एडगर थॉम्सन वर्क्स में प्रमोट किया गया था। वह वापस चले गए और चार्ली, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, ने जल्द ही व्यवस्था, शांति और मेलजोल बहाल कर दिया। अगर वह होमस्टेड वर्क्स में ही रहते, तो शायद कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। चार्ली को अपने काम करने वाले पसंद थे और वे भी उसे पसंद करते थे। लेकिन होमस्टेड में अभी भी उन लोगों में कुछ असंतोषजनक बातें थीं जिन्हें पहले हमारे अलग-अलग कामों से अच्छे कारणों से निकाल दिया गया था और जिन्हें हमारे खरीदने से पहले नए कामों में नौकरी मिल गई थी। धन का सुसमाचार। मेरी किताब धन का सुसमाचार पब्लिश होने के बाद यह ज़रूरी था कि मैं और ज़्यादा धन के लिए संघर्ष करना बंद करके इसकी शिक्षाओं पर चलूं। मैंने जमा करना बंद करने और समझदारी से बांटने का बहुत ज़्यादा गंभीर और मुश्किल काम शुरू करने का फैसला किया।
हमारा मुनाफा हर साल $40 मिलियन तक पहुंच गया था और हमारे सामने कमाई बढ़ने की उम्मीद कमाल की थी। हमारे बाद आने वाली कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन ने खरीदने के तुरंत बाद 1 साल में 60 मिलियन कमाए। अगर हमारी कंपनी बिज़नेस में बनी रहती और अपने विस्तार के प्लान पर बनी रहती, तो हमें लगा कि उस साल 70 मिलियन कमाए जा सकते थे। स्टील राजगद्दी पर बैठ गया था और सभी घटिया मटीरियल को हटा रहा था। यह साफ दिख रहा था कि आगे एक बड़ा भविष्य है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे पता था कि मेरे सामने बाँटने का काम बुढ़ापे में मुझ पर बहुत ज़्यादा बोझ डालेगा। हमेशा की तरह शेक्सपियर ने इस विचार पर अपना जादुई असर डाला और ये वाक्य बनाया, इसलिए बाँटने से ज़्यादा खत्म हो जाना चाहिए और हर आदमी के पास काफ़ी हो। इस मोड़ पर यानी मार्च 1901 मिस्टर श्वाब ने मुझे बताया कि मिस्टर मॉर्गन ने उनसे कहा था कि वह सच में जानना चाहेंगे कि क्या मैं बिज़नेस से रिटायर होना चाहता हूँ। अगर हाँ, तो उन्हें लगा कि वह इसका इंतज़ाम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमारे पार्टनर्स से सलाह ली है और वे मिस्टर मॉर्गन की दी गई शर्तों से आकर्षित होकर बेचने के लिए तैयार थे। मैंने मिस्टर श्वाब से कहा कि अगर मेरे पार्टनर्स बेचना चाहते हैं, तो मैं मान जाऊँगा और आखिरकार हमने बेच दिया। सट्टेबाजों ने पुरानी लोहे और स्टील की मिलें खरीदकर और उन्हें भोले-भाले खरीदारों को ज़्यादा कीमत पर बेचकर इतना धोखा दिया था। कुछ मामलों में $100 के शेयर बहुत कम कीमत पर बेचे गए कि मैंने कॉमन स्टॉक के लिए कुछ भी लेने से मना कर दिया। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे लगभग 100 मिलियन ज़्यादा 5% वाले बॉन्ड मिलते, जो मिस्टर मॉर्गन ने बाद में कहा कि मैं ले सकता था। हमारे स्टील बिज़नेस में इतनी खुशहाली और पैसे की इतनी वैल्यू थी। घटनाओं ने साबित कर दिया कि बताई गई एक्स्ट्रा रकम मांगना मेरा बिल्कुल सही था, क्योंकि कॉमन स्टॉक तब से लगातार 5% दे रहा है। लेकिन मेरे पास इतना पैसा था, जैसा कि साबित हो चुका है, कि मैं इसे बाँटने की कोशिश में पहले से कहीं ज़्यादा बिज़ी रहा। मेरा पहला बाँटना मिलों में काम करने वाले लोगों को था। नीचे दिए गए लेटर और पेपर इस तोहफ़े के बारे में बताएँगे। न्यूयॉर्क एनवाई 12 मार्च 1901। मैं बिज़नेस से रिटायर होने पर सरप्लस पैसे का यह पहला इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मॉर्गेज 5% बॉन्ड के 4 मिलियन। यह उन मज़दूरों के भारी कर्ज़ को मानने के लिए है, जिन्होंने मेरी सफलता में इतना बड़ा योगदान दिया है। यह उन लोगों को राहत देने के लिए है जो एक्सीडेंट से परेशान हो सकते हैं और बुढ़ापे में मदद की ज़रूरत वाले लोगों को छोटी पेंशन देने के लिए है। इसके अलावा मैं ऐसे बॉन्ड के $1 मिलियन देता हूँ जिससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल हमारे मज़दूरों के लिए बनाई गई लाइब्रेरी और हॉल को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। बदले में होमस्टेड के मज़दूरों ने यह पता दिया। मुनहॉल 23 फरवरी 1903। मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी, न्यूयॉर्क का प्रिय सर, हम होमस्टेड स्टील वर्क्स के कर्मचारी इस तरह से अपनी कमेटी के जरिए आपको एंड्रयू कार्नेगी रिलीफ फंड शुरू करने में आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। पिछले महीने इसके काम की पहली सालाना रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई थी। आपने हमेशा अपने काम करने वालों में जो दिलचस्पी दिखाई है, उसने आपके लिए ऐसी तारीफ दिलाई है जिसे सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कई तरीकों से आपने अच्छा करने की कोशिश की है। हमारा मानना है कि एंड्रयू कार्नेगी रिलीफ फंड सबसे पहले आता है। हमें पर्सनली पता है कि ऐसे घरों में चिंताएं हल्की हुई हैं और उम्मीद और ताकत फिर से जगी है जहां इंसानी उम्मीदें धुंधली और निराश करने वाली लग रही थीं। सादर आपका हैरी एफ, रोज रोलर, वॉलर जॉन बेल जूनियर ब्लैकस्मिथ कमेटी। माय नाम जे ए हॉर्टन टाइम कीपर, वॉल्टर ए ग्रेग इलेक्ट्रिक फोरमैन, हैरी क्यूसैक यार्ड मास्टर। लूसी फर्नेस वालों ने मुझे एक सुंदर चांदी की प्लेट दी और उस पर यह पता लिखा था, एंड्रयू कार्नेगी रिलीफ फंड, लूसी फर्नेस। मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी उदारता दिखाते हुए कार्नेगी कंपनी के कर्मचारियों के फायदे के लिए एंड्रयू कार्नेगी रिलीफ फंड दिया है। इसलिए यह तय किया जाता है कि लूसी फर्नेस के कर्मचारी एक खास मीटिंग में मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी को उनके बेमिसाल और उदार दान के लिए दिल से धन्यवाद और तारीफ देते हैं। और इसके अलावा यह भी तय किया जाता है कि उनकी दिली इच्छा और प्रार्थना है कि उनकी ज़िंदगी लंबी हो ताकि वे अपने कामों का फल भोग सकें। जेम्स स्कॉट चेयरमैन, लुइस ए हचिसन सेक्रेटरी, जेम्स डेली कमेटी, आर सी टेलर, जॉन वी वॉर्ड, फ्रेडरिक वोल्कर, जॉन एम
वेग। मैं जल्द ही यूरोप के लिए रवाना हो गया और हमेशा की तरह मेरे कुछ पार्टनर मेरे साथ स्टीमर तक आए और मुझे अलविदा कहा। लेकिन ओह! मेरे लिए फ़र्क क्या था? हम जो चाहें कहें, जो चाहें करें, बड़ा बदलाव आ गया था। ये मैं समझने में नाकाम नहीं हो सका। ये झटका सच में बहुत बड़ा था और इस अलविदा में दर्द भी था, जो एक विदाई भी थी। कुछ महीनों बाद न्यूयॉर्क लौटने पर मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से अजीब हूँ, लेकिन घाट पर मेरा स्वागत करने के लिए कई लड़कों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वही प्यारे दोस्त, लेकिन बहुत अलग। मैंने अपने पार्टनर खो दिए थे, लेकिन अपने दोस्त नहीं। ये कुछ तो था, ये बहुत कुछ था। एड्स अभी भी एक जगह खाली थी। अब मुझे अपने खुद के बनाए काम को करना था, एक्स्ट्रा पैसे को समझदारी से खर्च करना। इससे मेरी दिलचस्पी बनी रहती। एक दिन मेरी नज़र उस सबसे कीमती अखबार स्कॉटिश अमेरिकन में एक लाइन पर पड़ी, जिसमें मुझे कई अनमोल बातें मिली थीं। ये लाइन थी, भगवान एक जाल बनाने के लिए धागा भेजते हैं। ऐसा लगा जैसे ये सीधे मुझे भेजा गया हो। यह बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने तुरंत अपना पहला जाल बनाने का फैसला किया। सच में, भगवान ने सही रूप में धागा भेजा। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरीज के डॉ जे.एस. बिलिंग्स उनके एजेंट के तौर पर आए और डॉलर में से $5.25 मिलियन एक ही झटके में न्यूयॉर्क शहर के लिए वादा किए गए 68 ब्रांच लाइब्रेरीज के लिए चले गए। इसके बाद ब्रुकलिन के लिए 20 और लाइब्रेरीज बनी। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिता डनफर्म के उन 5 पायनियर्स में से एक थे, जिन्होंने मिलकर अपनी कुछ किताबें अपने कम किस्मत वाले पड़ोसियों को दी। मैंने उनके नक्शे-क़दम पर चलते हुए अपने शहर को एक लाइब्रेरी दी, जिसकी नींव मेरी माँ ने रखी थी, ताकि यह पब्लिक लाइब्रेरी असल में मेरा पहला तोहफ़ा हो। इसके बाद एलेगनी शहर को एक पब्लिक लाइब्रेरी और हॉल दिया गया, अमेरिका में हमारा पहला घर। प्रेसिडेंट हैरिसन मेहरबानी करके मेरे साथ वॉशिंगटन से आए और इन बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद पिट्सबर्ग ने एक लाइब्रेरी मांगी, जो दे दी गई। यह समय के साथ इमारतों के एक ग्रुप में बदल गया, जिसमें एक म्यूजियम, एक पिक्चर गैलरी, टेक्निकल स्कूल और मार्गरेट मॉरिसन स्कूल फॉर यंग विमेन शामिल थे। इमारतों के इस ग्रुप को मैंने 5 नवंबर 1895 को जनता के लिए खोला। पिट्सबर्ग में मैंने अपनी किस्मत बनाई थी और इस ग्रुप पर पहले ही खर्च किए गए 24 मिलियन में से उसे जो उसने दिया था, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा वापस मिलता है, और जिसका वह पूरी तरह से हकदार है। दूसरा बड़ा तोहफा वॉशिंगटन का कार्नेगी इंस्टीट्यूशन शुरू करना था। 28 जनवरी 1902 को मैंने 5% बॉन्ड में $10 मिलियन दिए, जिसमें कुल कैश वैल्यू $25 मिलियन बनाने के लिए काफ़ी कुछ जोड़ा गया है। यह बढ़ोतरी मिले नतीजों के रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। मैं स्वाभाविक रूप से इस मामले पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से सलाह लेना चाहता था, और अगर हो सके तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर जॉन हे को चेयरमैन के रूप में शामिल करना चाहता था, जिसके लिए वह तुरंत तैयार हो गए। उनके साथ डायरेक्टर के तौर पर मेरे पुराने दोस्त अब्राम एस. हेविट, डो, बिलिंग्स, विलियम ई. डॉज, एलिहू रूट, कर्नल हिगिंसन, डी. ओ. मिल्स, डो, एस. वियर मिशेल और दूसरे लोग जुड़े थे। जब मैंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उन जाने माने लोगों की लिस्ट दिखाई जो सेवा करने के लिए राजी हुए थे, तो उन्होंने कहा, आप इसकी नकल नहीं कर सकते। उन्होंने उस फाउंडेशन का जोरदार समर्थन किया, जिसे 28 अप्रैल 1904 को कांग्रेस के एक एक्ट से इस तरह शामिल किया गया था: इंसानियत की बेहतरी के लिए जांच, रिसर्च और खोज और ज्ञान के इस्तेमाल को सबसे बड़े और सबसे खुले तरीके से बढ़ावा देना, और खास तौर पर साइंस, लिटरेचर या आर्ट के किसी भी डिपार्टमेंट में जांच करना, उसे देना और मदद करना, और इस मकसद के लिए सरकारों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टेक्निकल स्कूल, पढ़े लिखे समाज और लोगों के साथ मिलकर काम करना। मैं डॉ. बिलिंग्स का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने डॉ. डैनियल सी. गिलमैन को पहला प्रेसिडेंट चुना। कुछ साल बाद उनका निधन हो गया। फिर डोशो बिलिंग्स ने मौजूदा बहुत सफल प्रेसिडेंट डॉ. रॉबर्ट एस. वुडवर्ड का नाम सुझाया। वे लंबे समय तक इंस्टीट्यूशन के मामलों को गाइड करते रहे। इसकी कामयाबियों का इतिहास इसके पब्लिकेशंस के जरिए इतना मशहूर है कि यहाँ डिटेल्स देना ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं इसके 2 कामों का जिक्र कर सकता हूँ जो कुछ हद तक यूनिक हैं। ये लकड़ी और कांसे की यॉट
कार्नेगी के साथ दुनिया भर में सर्विस कर रहा है, जो पहले के सर्वे की गलतियों को ठीक करने के लिए दुनिया भर में घूम रही है। इनमें से कई ओशन सर्वे कंपास में बदलाव की वजह से गुमराह करने वाले पाए गए हैं। कांसा नॉन मैग्नेटिक होता है। ये उन कई सुधारों में से सिर्फ एक है जो उन देशों को बताए गए हैं जो जहाज़ों में, समुद्र में जाते हैं। उनका शुक्रिया ही हमारा बड़ा इनाम है। तोहफ़े के दस्तावेज़ में मैंने उम्मीद जताई थी कि हमारा नया रिपब्लिक किसी दिन, कम से कम कुछ हद तक, पुरानी ज़मीनों का बड़ा कर्ज़ चुका पाएगा। मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिलती कि उसने कुछ हद तक ऐसा करना शुरू कर दिया है। घूमने वाले कार्नेगी की अनोखी सेवा के साथ हम कैलिफ़ोर्निया के माउंट विल्सन पर 5,886 फीट की ऊंचाई पर बनी फिक्स्ड ऑब्जर्वेटरी को भी रैंक कर सकते हैं। प्रोफेसर हेल इसके इंचार्ज हैं। उन्होंने एक साल रोम में जाने माने एस्ट्रोनॉमर्स की मीटिंग में हिस्सा लिया था और वहाँ उन्हें ऐसे खुलासे हुए कि इन जानकारों ने तय किया कि उनकी अगली मीटिंग माउंट विल्सन की चोटी पर होगी। और ऐसा ही हुआ। माउंट विल्सन सिर्फ एक है। धरती में 72 फीट नीचे से नए तारों की तस्वीरें ली गई हैं। इनमें से पहली प्लेट पर कई नई दुनियाएं, मेरा मानना है कि 16 खोजी गई थीं। दूसरी प्लेट पर मुझे लगता है कि 60 नई दुनियाएं थीं जो हमारी जानकारी में आई थीं, और तीसरी प्लेट पर 100 से ज़्यादा होने का अनुमान था। उनमें से कई हमारे सूरज से 20 गुना बड़ी बताई जाती हैं। उनमें से कुछ इतनी दूर थीं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में 8 साल लग जाते थे, जिससे हम सिर झुकाकर खुद से फुसफुसाते हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं वह अनजान के सामने कुछ भी नहीं है। जब यह बहुत बड़ा नया ग्लास, जो मौजूदा किसी भी ग्लास से 3 गुना बड़ा होगा, काम करेगा, तो क्या-क्या खुलासे होंगे? मुझे यकीन है कि अगर कोई जाति चाँद पर रहती है, तो वे साफ दिखाई देंगी। तीसरा मज़ेदार काम हीरो फंड बनाना था, जिसमें मेरा पूरा दिल लगा हुआ था। मैंने पिट्सबर्ग के पास एक कोयले की खदान में हुए एक गंभीर एक्सीडेंट के बारे में सुना था, और कैसे पुराने सुपरिटेंडेंट मिस्टर टेलर, हालांकि तब दूसरे कामों में लगे हुए थे, तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, इस उम्मीद में कि मुश्किल में काम आ सकें। वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, जिन्होंने तुरंत मदद की। वह उन्हें खदान में ले गए ताकि नीचे फंसे लोगों को बचाया जा सके। अफसोस, अफसोस, उस बहादुर लीडर ने अपनी जान गंवा दी। मैं यह बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मिस्टर रिचर्ड वॉटसन गिल्डर ने मुझे यह सच्ची और सुंदर कविता भेजी थी, और मैंने एक्सीडेंट के बाद सुबह इसे फिर से पढ़ा और तब हीरो फंड बनाने का फैसला किया। शांति के समय में कहा गया था, जब धरती पर ढोल की आवाज और लड़ाई का शोर बंद हो जाएगा, ओह, तब इस देश में हीरो का काम, दौड़ खत्म नहीं होगा। लेकिन यह बात अभी कहीं भी नहीं गई थी कि एक छोटा सा हाथ एक बड़ी गलत काम पर जीत के साथ उठा, जिसके शिकार सदियों से कुचले जा रहे थे। किसी औरत ने अपना पीला और कांपता हुआ चेहरा एक आदमी की बेइज्जती के सामने चट्टान की तरह मजबूत कर लिया। एक छोटा बच्चा चुपचाप सह रहा था ताकि उसका भयानक दर्द का जख्म किसी माँ के स्तन पर न पड़ जाए। किसी शांत विद्वान ने अपना दस्ताने नीचे फेंका और सत्य के महान नाम पर धर्म सभा की नाराजगी का जोखिम उठाया। कानूनों के शांत दायरे में एक नागरिक हीरो ने वह किया जिससे अचानक दुनिया भर की तालियां बजीं, और एक ने कीड़े को अपना लचीला जवान शरीर दे दिया ताकि वह हजारों जानें बचा सके। इसीलिए हीरो को इनाम देने या हीरो के परिवारों की मदद करने के लिए $5 मिलियन का फंड बनाया गया, जो अपने साथियों की सेवा करने या उन्हें बचाने की कोशिश में मारे जाते हैं, और मालिकों या दूसरों द्वारा दुर्घटनाओं में बेसहारा हुए लोगों के परिवारों की मदद करने के लिए। ये फंड, जो 15 अप्रैल 1904 को बनाया गया था, हर नज़रिए से एक पक्की सफलता साबित हुआ है। मेरे मन में इसके लिए एक पिता जैसा सम्मान है, क्योंकि किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। जहाँ तक मुझे पता है, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। इसलिए ये जोर देकर मेरा अपना बच्चा है। बाद में मैंने इसे अपनी जन्मभूमि ग्रेट ब्रिटेन तक बढ़ाया, जिसका हेडक्वार्टर डनफर्मलाइन में था। कार्नेगी डनफर्मलाइन ट्रस्ट के ट्रस्टी इसका मैनेजमेंट करते हैं, और वे बहुत बढ़िया तरीके से सफल हुए हैं। सही समय पर इसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क तक बढ़ाया गया। जर्मनी में इसके काम करने के तरीके के बारे में मुझे बर्लिन में हमारे अमेरिकी एम्बेसडर डेविड जेन हिल का एक लेटर मिला, जिसका एक हिस्सा मैं कोट कर रहा हूँ।
अभी लिखने का मेरा मेन मकसद आपको यह बताना है कि हिज मैजेस्टी जर्मन हीरो फंड के काम करने के तरीके से कितने खुश हैं। वह इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने आपकी समझदारी और इसे शुरू करने में आपकी दरिया-दिली की बहुत तारीफ़ की। उन्हें यकीन नहीं था कि यह इतनी ज़रूरी जगह ले पाएगा। उन्होंने मुझे कई ऐसे केस बताए जो सच में दिल को छूने वाले हैं और जिनके लिए वरना कोई इंतज़ाम नहीं होता। उनमें से एक केस एक जवान आदमी का था जिसने एक लड़के को डूबने से बचाया और जैसे ही वे बच्चे को नाव में चढ़ाने के बाद उसे पानी से बाहर निकालने वाले थे, उसका हार्ट फेल हो गया और वह डूब गया। वह एक प्यारी जवान पत्नी और एक छोटा लड़का छोड़ गया। हीरो फंड ने उसे एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू करने में मदद की है जिससे वो अपना गुज़ारा कर सके और लड़के की पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाएगा जो बहुत होशियार है। ये तो बस एक उदाहरण है। वैलेंटिनी, सिविल कैबिनेट के चीफ, जो पहले ऐसे फंड की ज़रूरत को लेकर थोड़े शक में थे, अब इसे लेकर बहुत जोश में हैं और उन्होंने मुझे बताया कि पूरा कमीशन जो ध्यान से चुने गए लोगों से बना है, अपने साधनों का सबसे अच्छा और समझदारी से इस्तेमाल करने के काम में पूरी लगन से लगा हुआ है और अपने फैसलों पर बहुत समय लगाया है। उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच कमीशन से बातचीत की है, रिपोर्ट एक्सचेंज करने का इंतज़ाम किया है और अपने काम में एक-दूसरे के संपर्क में रहने का प्लान बनाया है। उन्हें अमेरिकन रिपोर्ट में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा है। ब्रिटेन के किंग एडवर्ड फंड के इंतज़ामों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे इस और मेरी जन्मभूमि को दिए गए दूसरे तोहफ़ों की तारीफ़ में एक ऑटोग्राफ वाला लेटर लिखा, जिसे मैं बहुत महत्व देता हूँ और इसलिए इसे शामिल कर रहा हूँ। विंडसर कैसल 21 नवंबर 1908 प्रिय मिस्टर कार्नेगी। पिछले कुछ समय से मैं आपको यह बताने के लिए बेचैन था कि आपने इस देश, अपनी जन्मभूमि के लिए जो बड़े सार्वजनिक काम किए हैं, उनके लिए आप कितने दयालु हैं। तोहफ़ों से भी कम तारीफ़ के काबिल नहीं है कि आपने उनके गलत इस्तेमाल को रोकने में कितनी सावधानी और सोच-विचार किया है। मैं आपको यह बताने के लिए बेचैन हूँ कि मैं आपके सबसे उदार फ़ायदों और देश को मिलने वाली बड़ी सेवाओं को कितनी गर्मजोशी से पहचानता हूँ। पहचान के तौर पर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तस्वीर स्वीकार करेंगे जो मैं आपको भेज रहा हूँ। मेरा यकीन करें प्यारे मिस्टर कार्नेगी, धन्यवाद आपका। एडवर्ड आर। और मैं अमेरिका के कुछ अखबारों को हीरो फंड की खूबियों पर शक था और पहली सालाना रिपोर्ट की बुराई की गई थी, लेकिन यह सब खत्म हो गया है और अब फंड के काम की दिल से तारीफ की जाती है। इसने जीत हासिल की है और इस ट्रस्ट को खत्म होने में बहुत समय लगेगा। बर्बर अतीत के हीरो अपने साथियों को घायल करते थे या मार डालते थे। हमारे सभ्य समय के हीरो अपने साथियों की सेवा करते हैं या उन्हें बचाते हैं। शारीरिक और नैतिक हिम्मत में, बर्बरता और सभ्यता में यही फर्क है। जो पहले वर्ग के हैं वे जल्द ही गुजर जाएंगे क्योंकि हम आखिरकार एक दूसरे को मारने वाले लोगों को वैसे ही आदमखोर मानेंगे जैसे हम अब एक दूसरे को खाने वाले आदमखोर मानते हैं। लेकिन दूसरे वर्ग के लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक धरती पर इंसान रहेंगे, क्योंकि वे जो बहादुरी दिखाते हैं वह भगवान जैसी है। हीरो फंड मुख्य रूप से एक पेंशन फंड साबित होगा। इसमें पहले से ही कई पेंशनर, हीरो या हीरो की विधवाएं या बच्चे हैं। इसके बारे में शुरू में एक अजीब गलतफहमी पैदा हुई थी। कई लोगों ने सोचा कि इसका मकसद बहादुरी वाले कामों को बढ़ावा देना है, कि हीरो को इनाम के लिए अपना रोल निभाने के लिए उकसाया जाता है। यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। यह बेतुका है। सच्चे हीरो इनाम के बारे में नहीं सोचते। वे प्रेरित होते हैं और सिर्फ अपने उन साथियों के बारे में सोचते हैं जो खतरे में हैं, कभी खुद को नहीं। इस फंड का मकसद हीरो को पेंशन देना या सबसे सही तरीके से मदद करना है। अगर वह डिसेबल्ड हो जाए या अगर वह दूसरों को बचाने की कोशिश में मर जाए, तो उस पर डिपेंडेंट लोगों को। इसकी शुरुआत अच्छी हुई है और जैसे-जैसे इसके मकसद और सर्विसेज को बेहतर ढंग से समझा जाएगा, ये साल दर साल पॉपुलर होता जाएगा। आज अमेरिका में हमारी लिस्ट में 1430 हीरो पेंशनर या उनके परिवार हैं। मुझे हीरो फंड का प्रेसिडेंट कार्नेगी के एक पुराने आदमी चार्ली टेलर में मिला, जो ओरिजिनल लड़कों में से एक था। चार्ली के लिए कोई सैलरी नहीं थी, वह एक पैसा भी नहीं लेगा। उसे काम से इतना प्यार है कि मेरा मानना है कि वह इसके साथ रहने की परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देगा। वह सही जगह पर सही आदमी है। मिस्टर विलमॉट की काबिल मदद से वह कार्नेगी वर्कमैन, कार्नेगी रिलीफ फंड की पेंशन का भी इंचार्ज है। साथ ही मेरे पुराने डिवीज़न के
रेलवे एम्प्लॉयज़ की पेंशन का भी। 3, रिलीफ फंड और उन सभी से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। एक दिन मैंने चार्ली से अपना बदला लिया, जो हमेशा मुझसे दूसरों के लिए कुछ करने के लिए कहता रहता था। वह लेहाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और उसके सबसे वफ़ादार बेटों में से एक है। लेहाई एक बिल्डिंग चाहती थी और चार्ली उसका मुख्य सपोर्टर था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रेसिडेंट ड्रिंकर को लिखा कि बिल्डिंग के लिए फंड देने की पेशकश इस शर्त पर की जाए कि मैं उसका नाम रखूं। वह मान गए और मैंने उसका नाम टेलर हॉल रखा। जब चार्ली को यह पता चला तो वह आया और कहा कि इसे वह मजाकिया लगेगा, कि वह तो बस एक मामूली ग्रेजुएट था और उससे पब्लिक में अपना नाम रखने का हक नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उसकी हालत का बहुत मज़ा लिया जब तक उसने काम खत्म नहीं कर लिया, और फिर कहा कि अगर मैं टेलर हॉल पर जोर दूंगा तो शायद वह थोड़ा मजाकिया लगेगा, लेकिन उसे लेहाई के लिए खुद को कुछ हद तक कुर्बान करने को तैयार रहना चाहिए। अगर वह घमंड में डूबा नहीं होता तो उसे इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं होती कि उसके नाम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर इससे उसके अल्मा मेटर को मदद मिलती। टेलर वैसे भी कोई ख़ास नाम नहीं था। ये उसका बहुत ज़्यादा घमंड था जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ। उसे इस पर जीत हासिल करनी चाहिए। वह अपना फ़ैसला ले सकता था। वह टेलर का नाम या लिहाई का नाम कुर्बान कर सकता था, जैसा उसे पसंद हो, लेकिन नो टेलर, नो हॉल। वह मेरे पास था। जो विज़िटर बाद के दिनों में उस स्ट्रक्चर को देखेंगे और सोचेंगे कि टेलर कौन था, वे निश्चिंत रह सकते हैं कि वह लेहाई का एक वफ़ादार बेटा था, जो सिर्फ़ उपदेश देने वाला नहीं, बल्कि अपने साथियों की सेवा के लिए सुसमाचार का प्रचार करने वाला एक काम करने वाला और अब तक के सबसे अच्छे लोगों में से एक था। ऐसे हैं हमारे लॉर्ड हाई कमिश्नर ऑफ पेंशन्स, एजुकेशनल और पेंशन फंड। बुजुर्ग यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों के लिए $15 मिलियन का पेंशन फंड, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। चौथा, ज़रूरी तोहफा जो जून 1905 में दिया गया था, उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट में से 25 ट्रस्टी चुनने की ज़रूरत थी। जब इनमें से 24 शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हार्पर, जो बीमारी की वजह से नहीं थे, ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे घर पर मिलकर मुझे सम्मानित किया, तो मुझे उन लोगों का एक ज़रूरी ग्रुप मिला जो आगे चलकर मेरे और भी करीबी दोस्त बन गए। मिस्टर फ्रैंके वेंडरलिप ने शुरुआत में बहुत मदद की। उनका वॉशिंगटन का अनुभव सबसे कीमती था। और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर हेनरी एस प्रिचेट में बरैस की हमें वह ज़रूरी आदमी मिला। ये फंड मेरे बहुत करीब और प्यारा है, मेरी तरह। मैं भी जानता हूँ कि बहुत से लोग जल्द ही इसके फ़ायदेमंद बनने वाले हैं, और मुझे भी उनकी कीमत और उनके द्वारा पहले से की गई सर्विस की वैल्यू का यकीन है। सभी प्रोफ़ेशन में टीचिंग का प्रोफ़ेशन शायद सबसे ज़्यादा गलत, हाँ, सबसे सही पेमेंट वाला है, हालाँकि इसे सबसे ऊँचा रैंक मिलना चाहिए। पढ़े-लिखे लोग जो अपनी ज़िंदगी युवाओं को पढ़ाने में लगा देते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। जब मैंने पहली बार कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी के तौर पर अपनी सीट सँभाली, तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि प्रोफ़ेसरों की सैलरी कितनी कम थी, जो आम तौर पर हमारे कुछ क्लर्कों की सैलरी से भी कम थी। इन लोगों के साथ बुढ़ापे के लिए पैसे बचाना नामुमकिन है। इसलिए जिन यूनिवर्सिटी के पास पेंशन फंड नहीं है, उन्हें ऐसे लोगों को रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो अब अपने काम करने के काबिल नहीं हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस फंड के फ़ायदे पर कोई शक नहीं किया जा सकता। बेनिफिशियरी की जो पहली लिस्ट पब्लिश हुई, वह इस पॉइंट पर पक्की थी, जिसमें दुनिया भर में मशहूर कई नाम थे, जिनका इंसानी ज्ञान के भंडार में बहुत बड़ा योगदान था। इनमें से कई बेनिफिशियरी और उनकी विधवाओं ने मुझे बहुत दिल को छूने वाले लेटर लिखे हैं। इन्हें मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे कभी उदासी का दौरा पड़े तो मुझे पता है कि इसका इलाज इन लेटर को दोबारा पढ़ने में है। मेरे दोस्त डनफर्मलाइन के मिस्टर थॉमस शॉ, अब लॉर्ड शॉ, ने एक इंग्लिश रिव्यू के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें दिखाया गया था कि स्कॉटलैंड में कई गरीब लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए ज़रूरी फ़ीस नहीं दे पा रहे थे। हालांकि कुछ ने ऐसा करने के लिए खुद 1,04,000 पाउंड सालाना रेवेन्यू का आधा हिस्सा काबिल गरीब स्टूडेंट्स की फीस भरने में और दूसरा आधा हिस्सा यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाए। इस फंड, स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के लिए कार्नेगी ट्रस्ट,
के ट्रस्टियों की पहली मीटिंग 1902 में स्कॉटलैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडिनबर्ग ऑफिस में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बर्ले के लॉर्ड बाल्फोर ने की थी। यह लोगों का एक जाने माने ग्रुप था। प्रधानमंत्री बाल्फोर, सर हेनरी कैंपबेल बैनरमैन, बाद में प्रधानमंत्री जॉन मॉर्ले, अब विस्काउंट मॉर्ले, जेम्स ब्राइस, अब विस्काउंट ब्राइस, अर्ल ऑफ एल्गिन, लॉर्ड रोजबेरी, लॉर्ड रे, मिस्टर शॉ, अब लॉर्ड शॉ, डनफर्मलाइन के डॉ, जॉन रॉस, हर काम करने वाले आदमी जो अपने साथी इंसान की खुशी या शिक्षा के लिए काम करते हैं, और दूसरे लोग। मैंने समझाया कि मैंने उनसे काम करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हाल ही में एक कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं स्कॉटिश यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को फंड नहीं दे सकता था। मिस्टर बाल्फोर ने तुरंत कहा, एक पैसा भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। अर्ल ऑफ एल्गिन, जो कमीशन के सदस्य थे, पूरी तरह सहमत थे। प्रस्तावित फंड की डिटेल्स पढ़ी जा रही थी। अर्ल ऑफ एल्गिन एक ऐसे ट्रस्ट को स्वीकार करने के बारे में पक्का नहीं थे जो सख्त और खास न हो। वह जानना चाहते थे कि उनके काम क्या हैं। मैंने ज्यादातर ट्रस्टियों को यह अधिकार दिया था कि वे भलाई के मकसद और फंड इस्तेमाल करने के तरीकों को बदल सकें। अगर वे बाद में यह तय करते हैं कि स्कॉटलैंड में शिक्षा के लिए तय मकसद और तरीके पुराने समय के लिए सही नहीं है या ज़रूरी नहीं है। बर्ले के बाल्फोर अर्ल से सहमत थे, और प्रधानमंत्री बाल्फोर भी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे वसीयत करने वाले के बारे में नहीं सुना जो ऐसी ताकतें देने को तैयार हों। उन्होंने ऐसा करने के सही होने पर सवाल उठाया। ठीक है, मैंने कहा, मिस्टर बाल्फोर, मैंने कभी ऐसे लोगों के ग्रुप को नहीं देखा जो आने वाली पीढ़ी के लिए कानून बना सकें। और कुछ मामलों में जो लोग अपनी पीढ़ी के लिए भी कानून बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सफल नहीं माना जाता। वहाँ जोरदार हंसी हुई, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी दिल से शामिल हुए, और फिर उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले महान दानी हैं जिन्होंने यह नज़रिया अपनाया है। मैंने प्रस्ताव दिया था कि बहुमत के पास अधिकार होना चाहिए, लेकिन लॉर्ड बाल्फोर ने 2/3 से कम का सुझाव नहीं दिया। इसे अर्ल ऑफ एल्गिन ने मान लिया और सभी ने मंजूरी दे दी। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक समझदारी भरा नियम है, जैसा कि कुछ दिनों बाद साबित होगा। ये मेरे सभी बड़े दानों में शामिल है, और मुझे यकीन है कि यह बात भविष्य में कीमती साबित होगी। डनफर्मलाइन के अर्ल ऑफ एल्गिन ने इस ट्रस्ट का चेयरमैन बनने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब मैंने प्रीमियर बाल्फोर से कहा कि मुझे उम्मीद है कि एल्गिन को यह काम करने के लिए मनाया जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत कहा, ग्रेट ब्रिटेन में आपको इससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता। अब हम सब इस बात से पूरी तरह खुश हैं। सवाल ये है कि हमें उनके बराबर का आदमी कहाँ मिल सकता है। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि सिर्फ 4 जिंदा आदमी हैं जिन्हें बर्गिस बनाया गया है और जिन्हें डनफर्मलाइन की फ्रीडम मिली है, और सभी स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के ट्रस्ट से जुड़े हैं। सर हेनरी कैंपबेल बैनरमैन, अर्ल ऑन फेल्गिन, डॉ जॉन रॉस और मैं। लेकिन आज इस सर्कल में एक महिला है, डनफर्मलाइन की फ्रीडम से इतनी बड़ी इज्जत पाने वाली अकेली महिला, मिसेस कार्नेगी, जिनका शहर के प्रति मेरी तरह ही गहरा लगाव है। 1902 में सेंट एंड्रयूज़ के लॉर्ड रेक्टर के तौर पर मेरा चुनाव मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ज़रूरी घटना साबित हुई। इसने मुझे यूनिवर्सिटी की दुनिया में आने का मौका दिया, जिससे मैं अनजान था। मेरी ज़िंदगी में कुछ ही घटनाओं ने मुझ पर इतना गहरा असर डाला है जितना फैकल्टी की पहली मीटिंग ने, जब मैं उस पुरानी कुर्सी पर बैठा जिस पर सेंट एंड्रयूज़ की स्थापना के बाद से लगभग 500 सालों में कई जाने माने लॉर्ड रेक्टर्स लगातार बैठते रहे। मैंने रेक्टोरियल भाषणों का कलेक्शन उस भाषण की तैयारी के तौर पर पढ़ा जो मुझे जल्द ही देना था। उनमें से किसी में भी मुझे जो सबसे खास पैराग्राफ मिला, वह डीन स्टेनली की स्टूडेंट्स को दी गई सलाह थी कि अपनी थियोलॉजी के लिए बर्न्स जाओ। चर्च ये है, सिर्फ अपने रास्ते से डरो। मैंने इसे जिंदगी की शुरुआत में ही अपना मोटो बना लिया था। और दूसरा, नरक का डर जल्लाद के कोड़े जैसा है, ताकि लपेट को ठीक से पकड़ा जा सके। लेकिन जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज्जत पकड़ रही है, वही तुम्हारी सीमा हो।
सेंट एंड्रयूज़ के स्टूडेंट्स को जॉन स्टुअर्ट मिल का रेक्टोरियल भाषण ज़बरदस्त है। साफ है कि वह उन्हें अपना बेस्ट देना चाहते थे। उन्होंने म्यूज़िक को हाई लाइफ़ और शुद्ध और बेहतर एन्जॉयमेंट में मदद के तौर पर जो अहमियत दी, वह ध्यान देने लायक है। मेरा अपना अनुभव भी ऐसा ही है। 4 स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और उनकी पत्नियों या बेटियों को स्किबो में 1 हफ्ता बिताने का न्योता मिलने से मिसेस कार्नेगी और मुझे बहुत खुशी हुई। पहली मीटिंग में अर्ल ऑफ एल्गिन, ट्रस्ट फॉर द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्कॉटलैंड के चेयरमैन और लॉर्ड बाल्फोर ऑफ बर्ले, सेक्रेटरी फॉर स्कॉटलैंड और लेडी बाल्फोर शामिल हुए। उसके बाद हर साल प्रिंसिपल्स वीक एक आम रिवाज बन गया। वे और हम दोस्त बन गए और इस तरह वे सभी मानते हैं यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे नतीजे मिले, सहयोग की भावना पैदा हुई। पहली सालाना विजिट के बाद जाते समय प्रिंसिपल लैंग ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल्स को यह सीखने में 500 साल लग गए कि हमारे सेशन कैसे शुरू करें। 1 हफ्ता साथ बिताना ही इसका हल है। 1906 में स्किबो में हुई मीटिंग का एक यादगार नतीजा यह था कि रेडक्लिफ कॉलेज की डीन और बेंजामिन फ्रैंकलिन की पर्रपोती मिस एग्नेस इरविन ने प्रिंसिपल वाला हफ्ता हमारे साथ बिताया और सभी उनसे बहुत खुश हुए। फ्रैंकलिन को अपनी पहली डॉक्टर की डिग्री सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी से मिली थी, लगभग 150 साल पहले। उनके जन्म की दूसरी शताब्दी फिलाडेल्फिया में बहुत धूमधाम से मनाई गई और सेंट एंड्रयूज़ ने दुनिया भर की कई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भाषण भेजे। सेंट एंड्रयूज़ ने भी परपोती को डिग्री भेजी। लॉर्ड रेक्टर के तौर पर मुझे यह डिग्री देने और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए भेजा गया था। यह पहली शाम को एक बड़ी ऑडियंस के सामने किया गया, जहां 200 से ज़्यादा भाषण दिए गए। ऑडियंस बहुत इम्प्रेस हुई, जैसा कि होना भी चाहिए था। सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी पहली थी परदादा को डिग्री दी। 147 साल बाद परपोते को वही डिग्री दी और यह रेडक्लिफ कॉलेज के डीन के तौर पर उनकी अपनी काबिलियत की वजह से था। इसे अटलांटिक के पार भेजा ताकि लॉर्ड रेक्टर के हाथों से दिया जा सके, जो पहले ब्रिटिश नागरिक नहीं थे लेकिन फ्रैंकलिन की तरह पैदा हुए थे और फ्रैंकलिन की तरह अमेरिकी नागरिक बने। यह सेरेमनी फिलाडेल्फिया में हुई, जहां फ्रैंकलिन आराम करते हैं, उनकी याद में एक शानदार सभा की मौजूदगी में। यह सब बहुत सुंदर था और मैंने खुद को सच में इतने शानदार और सही सेरेमनी का माध्यम बनने का सौभाग्य पाया। सेंट एंड्रयूज़ के प्रिंसिपल डोनाल्डसन जब इसके बारे में सोचे तो वे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। सेंट एंड्रयूज़ के स्टूडेंट्स की मेरी एकमत प्रतिक्रिया बिना किसी मुकाबले के दूसरे टर्म के लिए बहुत तारीफ की गई और मुझे रेक्टर की रातें पसंद थीं, जब स्टूडेंट्स उन पर अपना दावा करते थे, नहीं, फैकल्टी के सदस्य को बुलाया जा रहा था। हमारा हमेशा अच्छा समय बीता। पहले वाले के बाद प्रिंसिपल डोनाल्डसन ने मुझे सेक्रेटरी का फैसला सुनाया। रेक्टर फलान ने हमसे बात की। रेक्टर फलान ने हमसे बात की, दोनों ने प्लेटफॉर्म से। मिस्टर कार्नेगी हमारे सर्कल में बैठे और हमसे बात की। हमारे अपने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मदद का सवाल अक्सर मेरे मन में आता था, लेकिन मेरा मानना था कि हमारी मुख्य यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड और कोलंबिया, जिनमें 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट थे, काफ़ी बड़ी थी, कि और ग्रोथ ठीक नहीं थी, कि छोटे इंस्टीट्यूशन, खासकर कॉलेज को मदद की ज़्यादा ज़रूरत थी और उनकी मदद करना सरप्लस पैसे का बेहतर इस्तेमाल होगा। इसलिए मैंने बाद में खुद को इन्हीं तक सीमित रखा और मुझे खुशी है कि यह समझदारी थी। बाद में हमने पाया कि मिस्टर रॉकफेलर का शानदार एजुकेशनल फंड, डी जनरल एजुकेशन बोर्ड और हम इस फायदेमंद फील्ड में बिना किसी सलाह के काम कर रहे थे, जिसके कभी-कभी बुरे नतीजे भी मिलते थे। मिस्टर रॉकफेलर चाहते थे कि मैं उनके बोर्ड में शामिल हो जाऊं और मैंने ऐसा किया। जल्द ही यह पाया गया कि सहयोग हमारे आपसी फायदे के लिए बहुत ज़्यादा है और अब हम मिलकर काम करते हैं। कॉलेजों को देने में मेरे कई दोस्त, मेरे पार्टनर चार्ली टेलर को भी सम्मानित किया गया है। डिकिंसन कॉलेज में कॉनवे हॉल का नाम मॉन्क्योर डी कॉनवे के नाम पर रखा गया था, जिनकी ऑटोबायोग्राफी जो हाल ही में पब्लिश हुई है को एथेनियम लिटरेचर कहता है। इसमें लिखा है, ये दोनों वॉल्यूम टेबल पर रखे हैं, जो ऑटोबायोग्राफिकल कचरे के ढेर के बीच रत्नों की तरह चमक रहे हैं, जिनसे वे गिरे हुए हैं।
ये उस व्यक्ति के लिए काफ़ी इशारा करने वाला है जो ढेर में और कुछ जोड़ रहा है। मिस्टर कॉनवे की ऑटोबायोग्राफी का आखिरी चैप्टर इस पैराग्राफ के साथ खत्म होता है। शांति की प्रार्थना करो, हे मेरे पाठक, जिनसे मैं अब अलग हो रहा हूँ। शांति की प्रार्थना गरजने वाले बादलों से नहीं, बल्कि हर उस आदमी, औरत, बच्चे से करो जिससे तुम मिलोगे। सिर्फ ये प्रार्थना मत करो, हमारे समय में शांति दो, बल्कि इसका जवाब देने में अपना हिस्सा निभाओ। तब कम से कम, भले ही दुनिया में लड़ाई हो, तुम्हारे अंदर शांति होगी। मेरे दोस्त ने हमारी सबसे गहरी बात पर उंगली रखी है। ये शर्म की बात है। सभ्य देशों के बीच इसे जल्द ही खत्म कर देना चाहिए। ओहायो के कैनियन कॉलेज में स्टैंटन चेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडविन एम स्टैंटन की याद में शुरू की गई थी, जिन्होंने पिट्सबर्ग में एक लड़के के तौर पर मेरा स्वागत किया था जब मैं उन्हें टेलीग्राम देता था, और वॉशिंगटन में भी जब मैं सेक्रेटरी स्कॉट्स का असिस्टेंट था, तो वे हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। क्लीवलैंड की वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में हैना चेयर, ब्राउन यूनिवर्सिटी में जॉन हे लाइब्रेरी, हैमिल्टन के लिए दूसरा एलिहू रूट फंड, वेलेस्ली के लिए मिसेस क्लीवलैंड लाइब्रेरी। इन दोस्तों के नाम पर इनका नामकरण करके मुझे खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि और भी लाइब्रेरी बनेंगी, उन लोगों की याद में जिन्हें मैंने जाना, पसंद किया और सम्मान दिया। मैं यह भी चाहता था कि मेरे तोहफ़ों से एक जनरल डॉज़ लाइब्रेरी और एक गेली लाइब्रेरी बनाई जाए, लेकिन इन दोस्तों को अपने-अपने ऑल्मा मेटर्स से ये सम्मान पहले ही मिल चुका था। हैमिल्टन कॉलेज को मेरा पहला गिफ्ट एलिहू रूट फाउंडेशन नाम का था, लेकिन हमारे सभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में सबसे काबिल और प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट की राय में वे अब तक के सबसे समझदार आदमी थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉलेज अधिकारियों को इस बात का ज़िक्र नहीं किया। जब मैं इस लापरवाही के साथ उनके पास गया, तो उन्होंने हँसते हुए जवाब दिया, "ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आप हमें जो अगला गिफ्ट देंगे, उसमें मैं आपको धोखा नहीं दूँगा।" और दूसरे गिफ्ट से यह कमी पूरी हो गई, लेकिन मैंने ध्यान रखा कि यह मामला सीधे उन्हें ना सौंपूँ। हैमिल्टन का रूट फंड अब इतना मज़बूत हो गया है कि उसे ख़त्म करना उनके बस की बात नहीं है। रूट एक महान आदमी है, और जैसा कि सिर्फ़ महान लोग ही होते हैं, वे अपनी सादगी में कमाल के हैं। प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने ऐलान किया कि अगर इससे रूट के प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन की कामयाबी पक्की हो जाती है, तो वे व्हाइट हाउस से कैपिटल तक अपने हाथों और घुटनों के बल चलेंगे। उन्हें कमज़ोर माना जाता था, क्योंकि वे कॉरपोरेशंस के लिए काउंसलिंग कर रहे थे, और कॉरपोरेशंस में बोलने और लोगों को भड़काने की बहुत कम क्षमता थी, और आम लोगों के कान भरने के लिए एक मामूली शांत राजनेता की बहुत ज़्यादा क्षमता थी। पार्टी ने बेवकूफ़ी में रूट का जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। हैम्पटन और टस्केगी इंस्टीट्यूट्स के साथ मेरा कनेक्शन, जो उस रंगीन नस्ल को ऊपर उठाने को बढ़ावा देते हैं, जिसे हमने पहले गुलामी में रखा था, संतुष्टि और खुशी का एक ज़रिया रहा है। और बुकर वॉशिंगटन को जानना एक बहुत कम मिलने वाली ख़ास बात है। हम सभी को उस आदमी को सलाम करना चाहिए, जिसने न सिर्फ़ खुद को गुलामी से निकाला, बल्कि अपनी जाति के लाखों लोगों को सभ्यता के ऊँचे मुकाम तक पहुँचाने में मदद की। टस्केगी को मेरे $6 लाख के तोहफ़े के कुछ दिनों बाद मिस्टर वॉशिंगटन मुझसे मिले और पूछा कि क्या उन्हें एक सुझाव देने की इजाज़त दी जा सकती है। मैंने कहा, "ज़रूर, आपने मेहरबानी करके बताया है कि उस फंड से कुछ रकम मेरे और मेरी पत्नी के भविष्य के गुज़ारे के लिए अलग रखी जाए, और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन मिस्टर कार्नेगी, यह रकम हमारी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा है, और मेरी जाति को यह एक बहुत बड़ी दौलत लगेगी। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं अब एक गरीब आदमी नहीं रहा, जो पैसे बचाने के बारे में सोचे बिना अपनी सेवाएँ दे रहा था। क्या आपको उस क्लॉज़ को बदलने, रकम हटाने और उसकी जगह सिर्फ़ सही इंतज़ाम रखने में कोई एतराज़ होगा?" मैं ट्रस्टियों पर भरोसा करूँगा, मिसेस वॉशिंगटन, और मुझे बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने वैसा ही किया, और डीड अब वैसी ही है, लेकिन जब मिस्टर बाल्डविन ने ओरिजिनल लेटर माँगा ताकि उसे सब्स्टिट्यूट लेटर से बदला जा सके, तो उन्होंने मुझे बताया कि उस नेक इंसान ने ऐतराज़ किया। उनके नाम का वह डॉक्यूमेंट हमेशा सँभाल कर रखा जाना था और आगे भी दिया जाना था, लेकिन वह उसे एक तरफ रख देंगे और सब्स्टिट्यूट लेटर को फ़ाइल में रहने देंगे। यह उनकी जाति के लीडर के कैरेक्टर का इशारा है। इससे ज़्यादा सच्चा, इतना खुद को कुर्बान करने वाला हीरो कभी नहीं हुआ। एक ऐसा इंसान
जिसमें सभी खूबियाँ हों। ऐसी पवित्र और नेक आत्माओं को जानना ही बेहतर बनाता है। इंसानी फितरत अपने सबसे ऊँचे टाइप में धरती पर पहले से ही डिवाइन है। अगर यह पूछा जाए कि हमारे ज़माने का या पिछले ज़मानों का भी कौन-सा आदमी सबसे नीचे से सबसे ऊँचे लेवल पर पहुँचा है, तो जवाब बुकर वॉशिंगटन ही होगा। वह गुलामी से उठकर अपने लोगों की लीडरशिप तक पहुँचे। एक मॉडर्न मूसा और जोशुआ का मिला-जुला रूप, जो अपने लोगों को आगे और ऊपर दोनों तरफ ले जा रहे थे। इन संस्थानों के सिलसिले में मैं उनके अधिकारियों और ट्रस्टियों के संपर्क में आया। हैम्पटन के प्रिंसिपल हॉलिसबी, फ्रिसेल, रॉबर्ट सी. ऑगडेन, जॉर्ज फोस्टर पीबॉडी, वी. एवरेट मैसी, जॉर्ज मैकनेनी और विलियम एच. बॉल्डविन जैसे लोग, जो हाल ही में हमसे दूर हो गए। अफ़सोस, जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, उन्हें करीब से जानना एक आशीर्वाद था। कूपर यूनियन, मैकेनिक्स एंड ट्रेड्समैन सोसाइटी और असल में हर वह संस्था जिसमें मेरी दिलचस्पी हुई, वहाँ कई ऐसे पुरुष और महिलाएं दिखे जो अपना समय और सोच खुद को ख़त्म करने वाले बुरे मकसद के लिए नहीं, बल्कि ऊंचे आदर्शों के लिए लगा रहे थे, जिनका मतलब था अपने कम किस्मत वाले भाइयों को राहत देना और उनका भला करना। चर्चों को ऑर्गन देने का मेरा काम मेरे करियर की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। मैंने एलेगेनी में स्वीडनबोर्गियन चर्च के 100 से भी कम सदस्यों को ऑर्गन दिया था, जिसे मेरे पिता पसंद करते थे, जबकि मैंने बहुत कम लोगों के लिए एक नया चर्च बनाने में मदद करने से मना कर दिया था। जल्द ही दूसरे चर्चों से भी एप्लीकेशन आने लगी, पिट्सबर्ग के बड़े कैथोलिक कैथेड्रल से लेकर गांव के छोटे चर्च तक, और मैं व्यस्त रहता था। हर चर्च को एक बेहतर ऑर्गन की ज़रूरत लग रही थी, और चूंकि नए इंस्ट्रूमेंट की पूरी कीमत चुका दी गई थी, इसलिए पुराने वाले से साफ मुनाफा हुआ। कुछ लोगों ने बहुत छोटे चर्चों के लिए ऑर्गन ऑर्डर किए, जो लगभग बांटते थे। राफ्टर्स, जैसा कि स्वीडनबोर्गियंस को दिए गए पहले ऑर्गन के मामले में हुआ था। दूसरों ने अप्लाई करने से पहले ऑर्गन खरीदे थे, लेकिन अमाउंट को कवर करने के लिए हमारा चेक वेलकम था। आखिरकार, हालांकि, देने का एक सख्त सिस्टम डेवलप किया गया। एक प्रिंटेड शेड्यूल जिसमें कई सवालों के जवाब देने होते हैं, अब एक्शन लेने से पहले भरकर वापस करना होता है। डिपार्टमेंट अब पूरी तरह से सिस्टमैटिक है और बहुत अपने पाप में एक पार्टनर चाहिए, और इसीलिए हर मंडली से कहा कि वे चाहे गए नए ऑर्गन का आधा हिस्सा दें। इस बेसिस पर ऑर्गन डिपार्टमेंट अभी भी काम कर रहा है और अच्छा बिजनेस कर रहा है। ऑनर्गन की डिमांड बेहतर ऑनर्गन अभी भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बढ़ती आबादी के लिए कई नए चर्चों की ज़रूरत है, और ये ऑनर्गन ज़रूरी है। मुझे इसका कोई अंत नहीं दिखता। बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स की आधी कीमत मंडली से लेने से ज़रूरी और सही खर्च का भरोसा मिलता है। अपने अनुभव से मुझे लगता है कि सभा के लिए सर्विस में बीच-बीच में पवित्र संगीत सुनना और फिर धीरे-धीरे ऐसे उपदेशों के बाद, जो अक्सर हमें स्वर्ग के पिता के बारे में बहुत कम दिखाते हैं, श्रद्धा जगाने वाले ऑर्गन की धुनों पर ध्यान देना फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि ऑर्गन्स पर खर्च किया गया पैसा सही जगह खर्च हुआ है, इसलिए हम ऑर्गन डिपार्टमेंट जारी रखते हैं। मेरे सभी परोपकारी कामों में से मेरा प्राइवेट पेंशन फंड मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिटर्न देता है। कोई भी संतुष्टि उस एहसास के बराबर नहीं है कि आपको बुढ़ापे में ऐसे लोगों को आरामदायक हालात में रखने की इजाज़त मिली है, जिन्हें आप लंबे समय से दयालु, अच्छे और हर तरह से लायक मानते हैं, लेकिन जिनकी अपनी कोई गलती नहीं है। उनके पास सम्मान से जीने के लिए सिर्फ अपने गुजारे की चिंता किए बिना काफ़ी साधन नहीं है। मामूली रकम इस आज़ादी को पक्का करती है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि कितने सारे लोग थे जिन्हें खुशी और दुख भरे बुढ़ापे के बीच फ़र्क करने के लिए किसी मदद की ज़रूरत थी। बिज़नेस से मेरे रिटायरमेंट से पहले भी ऐसे कुछ मामले सामने आए थे, और मुझे इससे मीठी संतुष्टि मिली। मैंने कभी भी एक भी ऐसे व्यक्ति को पेंशन लिस्ट 54 में नहीं रखा, जो पूरी तरह से मदद का हकदार ना हो। ये सच में सम्मान और आपसी प्यार की लिस्ट है। सभी लायक हैं। इसके बारे में कोई पब्लिसिटी नहीं होती। कोई नहीं जानता कि किससे गले लगाया जा रहा है। दूसरों से कभी एक शब्द भी नहीं कहा जाता। यह उस सवाल का मेरा पसंदीदा और सबसे अच्छा जवाब है, जो मेरे ख़्यालों में कभी नहीं आएगा। मैं दुनिया में ऐसा क्या अच्छा कर रहा हूँ कि मुझे मेरी सारी दया मिल रही है? खैर, पेंशन लिस्ट के प्यारे दोस्त मुझे एक संतोषजनक जवाब देते हैं, और ये हमेशा ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास आता है। मुझे ज़िंदगी की दुआओं में अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा मिला है, इसीलिए मैं कभी किसी अनजान से कुछ नहीं माँगता।
हम यूनिवर्सल कानून के सामने हैं और हमें चुपचाप सिर झुकाकर अंदर के जज की बात माननी चाहिए। कुछ नहीं मांगना चाहिए, किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, बस अपना फ़र्ज़ सही तरीके से निभाना चाहिए। यहाँ या परलोक में कोई इनाम नहीं मांगना चाहिए। सच में, लेने से ज़्यादा देना अच्छा है। ये प्यारे, अच्छे दोस्त मेरे और मेरे लोगों के लिए वैसा ही करेंगे जैसा मैं उनके लिए करता हूँ, अगर हालात उलट होते। मुझे इस बात का यकीन है। मुझे कई कीमती तारीफ़ें मिली हैं। कुछ तो मुझसे कहते हैं कि वे हर रात अपनी दुआओं में मुझे याद करते हैं और मुझसे हर दुआ माँगते हैं। अक्सर मैं बदले में अपनी असली फीलिंग्स बताने से खुद को रोक नहीं पाता। प्लीज़ मत करो, मैं कहता हूँ। मेरे लिए और कुछ मत माँगो। मुझे पहले ही अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा मिल चुका है। मेरे केस पे बैठने वाली कोई भी फेयर कमेटी पहले से मिली आधी से ज़्यादा नेमतें छीन लेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं इनकी सच्चाई महसूस करता हूँ। रेल रोड पेंशन फंड भी कुछ ऐसा ही है। पिट्सबर्ग डिवीज़न के कई पुराने लोगों या उनकी विधवाओं का इससे ध्यान रखा जाता है। ये कई साल पहले शुरू हुआ था और आज जितना बड़ा हो गया है, अब इसका फ़ायदा उन काबिल रेल रोड वालों को मिलता है, जिन्होंने मेरे अंडर काम किया था जब मैं पेंसिल्वेनिया में सुपरिंटेंडेंट था, या उनकी विधवाओं को जिन्हें मदद की ज़रूरत है। मैं तब सिर्फ़ एक लड़का था जब मैं पहली बार इन ट्रेन वालों के बीच गया था और उन्हें नाम से जाना था। वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। फंड के ज़्यादातर बेनिफिशियरी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। वे मेरे प्यारे दोस्त हैं। हालाँकि मिलों में काम करने वालों के लिए मैंने जो $4 मिलियन का फ़ंड दिया था, स्टील वर्कर्स पेंशन, उसमें सैकड़ों लोग हैं जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। फिर भी उसमें इतने लोग हैं कि मुझे याद है कि उस फ़ंड को भी मुझ पर अच्छी पकड़ है। पीस पैलेस और पिटनक्रिएफ, शांति, कम से कम इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच तो मेरे ख़्यालों में सबसे पहले रही होगी। 1869 में जब ब्रिटेन ने मॉन्स्टर मोनार्क लॉन्च किया, जो उस समय सबसे बड़ा वॉरशिप था, तो किसी अब भूली हुई वजह से इस बात की चर्चा थी कि वह कैसे आसानी से हमारे अमेरिकी शहरों से एक के बाद एक टैक्स वसूल सकता है। कोई भी उसे रोक नहीं सका। मैंने जॉन ब्राइट को, जो उस समय ब्रिटिश कैबिनेट में थे, केबल भेजा। केबल हाल ही में खोला गया था। मोनार्क के लिए पहली और सबसे अच्छी सर्विस, पीबॉडी को घर लाना। कोई सिग्नेचर नहीं दिया गया। अजीब बात है, ये किया गया और इस तरह मोनार्क शांति का मैसेंजर बन गया, तबाही का नहीं। कई साल बाद मैं बर्मिंघम में एक छोटी सी डिनर पार्टी में मिस्टर ब्राइट से मिला और उन्हें बताया कि मैं उनका युवा गुमनाम कॉरेस्पोंडेंट हूँ। वह हैरान थे कि कोई सिग्नेचर नहीं था और उन्होंने कहा कि उनका दिल इस काम में था। मुझे यकीन है कि ऐसा ही था। उन्हें सारा क्रेडिट मिलना चाहिए। जब सिविल वॉर के दौरान रिपब्लिक को दोस्तों की ज़रूरत थी, तब वे उसके दोस्त थे। वह हमेशा से पब्लिक लाइफ में मेरे पसंदीदा जिंदा हीरो रहे हैं, जैसे मेरे पिता के थे। शुरू में उन्हें एक जंगली रेडिकल कहा गया, लेकिन जब तक देश उनकी बात मानने नहीं लगा, तब तक वे लगातार काम करते रहे। शांति के लिए वे हमेशा क्रीमियन वॉर से बचते, जिसमें ब्रिटेन ने गलत घोड़े का साथ दिया था, जैसा कि लॉर्ड सेलिसबरी ने बाद में माना। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी थी कि ब्राइट परिवार ने मुझे एक दोस्त के तौर पर पार्लियामेंट में मैनचेस्टर ब्राइट की मूर्ति की एक रेप्लिका लगाने का मौका दिया, न कि एक खराब मूर्ति को हटाने का। मुझे ग्रेट ब्रिटेन की पीस सोसाइटी में अपनी शुरुआती यात्राओं में से एक में दिलचस्पी हो गई थी और मैंने इसकी कई मीटिंग्स में हिस्सा लिया। और बाद के दिनों में मैं ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में मशहूर मज़दूरों के प्रतिनिधि मिस्टर क्रेमर द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट्री यूनियन की ओर खींचा चला गया। मिस्टर क्रेमर की तुलना में बहुत कम जिंदा लोग हैं। जब उन्हें शांति के लिए सबसे ज़्यादा काम करने के लिए 8,000 पाउंड का नोबेल प्राइज़ मिला, तो उन्होंने तुरंत 1,000 पाउंड को छोड़कर बाकी सब, जो ज़रूरी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी थे, आर्बिट्रेशन कमेटी को दे दिए। ये एक बहुत बड़ा त्याग था। सच्चे हीरो के लिए पैसा क्या बेकार है। मिस्टर क्रेमर को उनके काम से हर हफ्ते कुछ डॉलर मिलते थे, ताकि वे लंदन में पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर रह सकें, और यहाँ उनकी किस्मत उन्हें शांति के काम में लगाने के लिए मिली थी। ये बहादुरी का सबसे अच्छा उदाहरण है। मुझे 1887 में वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के सामने कमेटी पेश करने में बहुत खुशी हुई, जिन्होंने मेंबर्स का दिल से स्वागत किया और उन्हें अपने पूरे सहयोग का भरोसा दिया।
उस दिन से युद्ध खत्म करना मेरे लिए तब तक ज़रूरी होता गया जब तक कि यह बाकी सभी मुद्दों पर हावी नहीं हो गया। पहले हेग कॉन्फ्रेंस के हैरान करने वाले एक्शन ने मुझे बहुत खुशी दी, खास तौर पर हथियार खत्म करने, जो एक सपना साबित हुआ पर सोचने के लिए बुलाया गया। इसने इंटरनेशनल झगड़ों को निपटाने के लिए एक परमानेंट ट्रिब्यूनल की बड़ी सच्चाई बनाई। मैंने इसमें शांति की तरफ इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा कदम देखा, और वह भी बिना ज़्यादा पहले से चर्चा किए, जैसे प्रेरणा से उठाया गया हो। कोई हैरानी नहीं कि इस शानदार आइडिया ने कॉन्फ्रेंस को अपनी ओर खींच लिया। अगर मिस्टर हॉल्स, जिनकी मौत का मुझे बहुत दुख है, आज जिंदा होते और अपने चीफ एंड्रयू डी व्हाइट के साथ आने वाली दूसरी कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट होते, तो मुझे लगता है कि ये दोनों शायद युद्ध खत्म करने के लिए ज़रूरी इंटरनेशनल कोर्ट बना सकते थे। वही थे जो अपने चीफ के कहने पर रात में हेग से जर्मनी के लिए निकले थे और जर्मन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और सम्राट से मिले और आखिरकार उन्हें हाई कोर्ट को मंजूरी देने के लिए मना लिया और धमकी के बावजूद अपने डेलीगेट्स को वापस न बुलाने के लिए कहा। एक ऐसी सेवा जिसके लिए मिस्टर हॉल्स इंसानियत के सबसे महान सेवकों में गिने जाने के हकदार हैं। अफसोस, उनकी मौत तब हुई जब वे अभी भी जवान थे। जिस दिन इंटरनेशनल कोर्ट बनेगा, वह दुनिया के इतिहास के सबसे यादगार दिनों में से एक बन जाएगा। ये इंसान द्वारा इंसान को मारने का दिन होगा, सबसे गहरा और सबसे काला जुर्म। इसे हर देश में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि यह किसी दिन होगा और वह समय शायद उतना दूर नहीं होगा जितना सोचा गया था। उस जमाने में जिन्हें अब तक हीरो माना जाता था, उनमें से कुछ गुमनामी में चले गए होंगे, क्योंकि वे युद्ध के बजाय शांति और अच्छी भावना को बढ़ावा देने में नाकाम रहे। जब एंड्रयू डी वाइट और मिस्टर हॉल्स हेग से लौटने के बाद ने सुझाव दिया कि मैं हेग में शांति के मंदिर के लिए ज़रूरी पैसे दूं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इतना गुस्ताख कभी नहीं हो सकता कि अगर नीदरलैंड की सरकार मुझे ऐसे मंदिर की अपनी इच्छा के बारे में बताए और उम्मीद करे कि मैं साधन दे दूंगा, तो इस रिक्वेस्ट पर अच्छा विचार किया जाएगा। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि किसी भी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर मैंने कहा कि मैं इस मामले में कभी कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार डच सरकार ने वॉशिंगटन में अपने मंत्री बैरन गेवर्स के जरिए अप्लाई किया और मैं बहुत खुश हुआ। फिर भी उन्हें लिखते समय मैंने यह ज़रूर कहा कि उनकी सरकार के ड्राफ्ट का पूरा सम्मान किया जाएगा। मैंने पैसे नहीं भेजे। सरकार ने इसके लिए मुझसे पैसे लिए और 1.5 मिलियन का ड्राफ्ट एक यादगार चीज़ के तौर पर रखा गया है। मुझे तो यह बहुत ज़्यादा लगता है कि किसी भी इंसान को इस शांति के मंदिर के लिए साधन जुटाने जैसा नेक काम करने की इजाज़त दी जाए। यह दुनिया की सबसे पवित्र इमारत है, क्योंकि इसका सबसे पवित्र मकसद है। मैं सेंट पीटर्स या भगवान की शान के लिए बनी किसी भी इमारत को भी नहीं मानता, जिनकी, जैसा कि लूथर कहते हैं, हम सेवा या मदद नहीं कर सकते। उन्हें हमारी कोई मदद नहीं चाहिए। यह मंदिर शांति लाने के लिए है, जिसकी उनके भटके हुए जीवों को बहुत ज़रूरत है। भगवान की सबसे बड़ी पूजा इंसान की सेवा है। कम से कम मैं लूथर और फ्रैंकलिन के साथ ऐसा ही महसूस करता हूँ। जब 1907 में दोस्त आए और मुझसे न्यूयॉर्क की पीस सोसाइटी की प्रेसिडेंसी स्वीकार करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने ऑर्गेनाइज करने का तय किया था, तो मैंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं बहुत सारे कामों में बहुत बिजी रहता हूँ, जो सच भी था। लेकिन बाद में मेरी अंतरात्मा ने मुझे मना करने के लिए परेशान किया। अगर मैं शांति के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार नहीं था, तो मैं किस चीज़ के लिए कुर्बान होता? मैं किस काम का था? खुशकिस्मती से कुछ ही दिनों में रेवरेंड लाइमन एबॉट, रेवरेंड मिस्टर लिंच और अच्छे कामों के लिए काम करने वाले कुछ और जाने माने लोगों ने मुझसे दोबारा सोचने के लिए कहा। मुझे उनके काम का अंदाजा हो गया और मैंने उनसे साफ साफ कहा कि उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अंतरात्मा मुझे मना करने के लिए परेशान कर रहा था और मैं प्रेसिडेंट को स्वीकार करूंगा और अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। उसके बाद बड़ी नेशनल मीटिंग हुई अगले अप्रैल में, जब पीस सोसाइटी की मीटिंग के इतिहास में पहली बार यूनियन के 35 राज्यों के डेलीगेट्स के अलावा कई जाने माने विदेशी भी शामिल हुए। तब मुझे अचानक से पहला सम्मान मिला। फ्रांस सरकार ने मुझे लीजन ऑफ ऑनर का नाइट कमांडर बनाया था और न्यूयॉर्क में शांति भोज में, जिसकी अध्यक्षता मैंने की थी, बैरन डी एस टोर्नेलिस डी कॉन्स्टेंट स्टेज पर आए और एक ज़बरदस्त भाषण में कंपनी के
जयकारों के बीच मुझे यह सम्मान दिया। ये सच में एक बड़ा सम्मान था और मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि यह इंटरनेशनल शांति के लिए मेरी सेवाओं के लिए दिया गया था। सम्मान मामूली होते हैं, वे बढ़ाई नहीं करते, इसलिए उन्हें आने दो। वे मुझे यह भी याद दिलाते हैं कि मुझे पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हर काम और हर शब्द पर और ध्यान से नज़र रखनी होगी, ताकि मैं उस स्टैंडर्ड के थोड़ा और करीब पहुँच सकूँ जिसे देने वाले गुमराह आत्माएँ अपने भाषणों में गलती से मान लेते हैं कि मैं पहले ही हासिल कर चुका हूँ। मैंने जो भी तोहफ़ा दिया है या कभी दे सकता हूँ, वह पिटनक्रिफ ग्लेन डनफोर्मलाइन के तोहफ़े के बराबर नहीं हो सकता। ये बच्चों जैसी भावनाओं से भरा है, सबसे शुद्ध और सबसे मीठा। मुझे वह कहानी बतानी ही होगी। मेरी सबसे पुरानी यादों में डनफर्मलाइन की लड़ाई शामिल है, जिसमें शहर को एबे के मैदान और महल के खंडहरों के एक हिस्से पर अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। मेरे दादा मॉरिसन ने यह कैंपेन शुरू किया था, या कम से कम वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने यह लड़ाई शुरू की थी। इस लड़ाई को मेरे चाचा लॉर्डर और मॉरिसन ने जारी रखा। मॉरिसन को एक दीवार गिराने के लिए लोगों के एक ग्रुप को उकसाने और उनका नेतृत्व करने का आरोप लगाकर सम्मानित किया गया। नागरिकों ने सबसे बड़ी अदालत में जीत हासिल की। आर महासिक को तत्कालीन लेयर्ड ने आदेश दिया कि उसके बाद ग्लेन में किसी भी मॉरिसन को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं अपने भाई चचेरे भाई डोड की तरह एक मॉरिसन होने के नाते बाहर कर दिया गया था। पिटेनक्रिफ के लेयर्ड्स पीढ़ियों से निवासियों से अलग राय रखते थे। जहाँ तक मुझे पता है, ग्लेन अनोखा है। ये एबी और पैलेस ग्राउंड से सटा हुआ है और पश्चिम और उत्तर में यह शहर की दो मुख्य सड़कों के किनारे बसा है। इसका एरिया 60 से 70 एकड़ के बीच अच्छी तरह से सुरक्षित है। इसकी ऊंची पहाड़ियाँ शानदार जंगलों से ढकी हुई हैं। डनफर्मलाइन के बच्चों के लिए इसका मतलब हमेशा स्वर्ग रहा है। मेरे लिए तो यह निश्चित रूप से था। जब मैंने स्वर्ग के बारे में सुना तो मैंने इस शब्द का अनुवाद पिटेनक्रिफ ग्लेन में किया, ये मानते हुए कि ये मेरे सोचे हुए किसी भी स्वर्ग के जितना करीब है। हम खुशकिस्मत थे। अगर किसी खुले लॉज के गेट से या दीवार के ऊपर से या लोहे की ग्रिल के नीचे से कभी-कभी हमें अंदर की एक झलक मिल जाती थी। लगभग हर रविवार अंकल लॉर्डर डॉड और नाइक को एबी के चारों ओर घुमाने ले जाते थे। उस हिस्से में जहाँ से ग्लेन दिखता था, नीचे बड़े पेड़ों में बिजी कौवे उड़ रहे होते थे। उसका लायर्ड हम बच्चों के लिए रैंक और दौलत का प्रतीक था। हम जानते थे कि रानी विंडसर कैसल में रहती थी, लेकिन वह पिटनक्रिफ की मालिक नहीं थी। नहीं, पिटनक्रिफ का हंट उसके साथ या किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। हमें इस बात का यकीन था, क्योंकि हम में से कोई भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। मेरे पूरे बचपन में, हाँ, और मेरी शुरुआती जवानी में, हवा में महल बनाने में, जो छोटा नहीं था, शान में पिटनक्रिफ के बराबर कुछ भी नहीं था। अंकल लॉर्डर ने मेरे बड़े होने पर मेरे लिए बहुत सी बातें बताई थीं, लेकिन अगर उन्होंने पहले ही बता दिया होता कि किसी दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और इतना खुशकिस्मत हो जाऊंगा कि पिटनक्रिफ का लैड बनूंगा, तो शायद उन्होंने मेरा दिमाग घुमा दिया होता और फिर मैं इसे डनफर्मलाइन को एक पब्लिक पार्क के तौर पर सौंप पाता। मेरे बचपन का स्वर्ग। मैं उस खासियत को किसी ताज के लिए भी नहीं छोड़ता। जब डॉजर रॉस ने मुझसे कहा कि कर्नल हंट को बेचने के लिए मनाया जा सकता है, तो मेरे कान तुरंत खड़े हो गए। डॉक्टर ने सोचा वह बहुत ज़्यादा कीमत चाहते हैं और मैंने कुछ समय तक कुछ और नहीं सुना। 1902 की पतझड़ में जब मैं लंदन में बीमार था, तो मेरे दिमाग में यह बात घूम रही थी और मैंने डॉ रॉस को फ़ोन करके मुझसे मिलने के लिए कहा। एक सुबह मिसेस कार्नेगी मेरे कमरे में आईं और मुझसे पूछा कि कौन आया है, और मैंने डॉ रॉस का अंदाज़ा लगाया। सच में वह वहीं थे। हमने पिटनक्रिफ के बारे में बात की। मैंने सुझाव दिया कि अगर हमारे कॉमन दोस्त और एडिनबर्ग में रहने वाले मिस्टर शॉ, डनफर्मलाइन के लॉर्ड शॉ, कभी कर्नल हंट के एजेंट से मिले, तो वे बता सकते हैं कि उनके क्लाइंट को किसी दिन मेरे साथ डील न करने का पछतावा हो सकता है, क्योंकि खरीदने के लिए उतना ही उत्सुक कोई दूसरा खरीदार शायद ना मिले और मैं अपना मन बदल सकता हूँ या मर सकता हूँ। मिस्टर शॉ ने डॉक्टर को यह बताते हुए बताया कि अगली सुबह हंट के वकील से दूसरे काम से मिलने का उनका अपॉइंटमेंट है और वे ज़रूर ऐसा कहेंगे। मैं थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ और वहाँ एक दिन मिस्टर शॉ का एक
केबल मिला जिसमें लिखा था कि लेयर्ड 45,000 पाउंड ले लेंगे। क्या उन्हें डील पूरी करनी चाहिए? मैंने वायर किया। हाँ, बशर्ते ये रॉस की शर्तों के तहत हो। और क्रिसमस की शाम को मुझे शॉ का जवाब मिला। हेल, लेयर्ड ऑफ पिटनक्रिफ। तो मेरे हिसाब से मैं दुनिया के सबसे बड़े टाइटल का खुशनसीब मालिक था। राजा। खैर, वह सिर्फ राजा था। उसके पास न तो किंग मैल्कम का टावर था, न सेंट मार्गरेट का मंदिर, न ही पिटनक्रिफ ग्लेन। वह नहीं बेचारा, मेरे पास था। और अगर राजा कभी डनफर्मलाइन आए तो मुझे उन्हें ये खजाने दिखाने में खुशी होगी। पार्क और ग्लेन के मालिक के तौर पर मुझे यह पता लगाने का मौका मिला कि अगर पैसा किसी कम्युनिटी के लोगों के हाथों में दिया जाए तो वह क्या, अगर कुछ भी कर सकता है। पिटनक्रिफ पार्क के मामले में डॉ रॉस को मैंने भरोसे में लिया और उनकी सलाह से ट्रस्टियों की एक बॉडी बनाने वाले कुछ लोगों पर सहमति बनी और उन्हें स्किबो में ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने सोचा कि यह पार्क को शहर को ट्रांसफर करने के बारे में है। डॉ रॉस से भी किसी और बात पर बात नहीं हुई। जब उन्होंने सुना कि डनफर्मलाइन के फायदे के लिए 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में $500,000 भी उन्हें दिए जाएंगे तो वे हैरान रह गए। ग्लेन को ट्रस्टियों को सौंपे हुए 12 साल हो गए हैं और यकीनन कोई भी पब्लिक पार्क लोगों को इससे ज़्यादा प्यारा कभी नहीं रहा। बच्चों का सालाना गाला डे, फूलों का शो और लोगों का पार्क का रोज़ाना इस्तेमाल हैरान करने वाला है। ग्लेन अब आसपास के शहरों से भी लोगों को खींचता है। ट्रस्टी कई तरह से ट्रस्ट डीड में बताई गई दिशा में अच्छी तरह कामयाब हुए हैं। यानी डनफर्मलाइन के मेहनतकश लोगों की बोरिंग जिंदगी में और ज़्यादा मिठास और रोशनी लाना, उन्हें, खासकर युवाओं को, कुछ आकर्षण, कुछ खुशी, जिंदगी के कुछ अच्छे हालात देना जो कहीं और रहने पर नहीं मिलते। कि मेरे अपने शहर का बच्चा सालों बाद पीछे मुड़कर देखे, चाहे वह घर से कितना भी दूर क्यों ना घूमा हो, उसे लगेगा कि सिर्फ ऐसा होने की वजह से ही जिंदगी ज्यादा खुश और बेहतर हो गई है। अगर यह आपकी मेहनत का फल है तो आप सफल होंगे, अगर नहीं तो आप फेल होंगे। इस पैराग्राफ के लिए मैं कनाडा के पहले गवर्नर जनरल अर्ल ग्रे की दोस्ती का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने डॉ रॉस को लिखा था, मुझे उस आदमी को जानना है जिसने आज सुबह टाइम्स में वह डॉक्यूमेंट लिखा था। हम लंदन में मिले और तुरंत हमदर्दी हो गई। वह एक महान आत्मा है। जो लॉर्ड ग्रे आज यूनाइटेड किंगडम के $10 मिलियन के फंड के मेंबर ट्रस्टी भी हैं। इस तरह पिटनक्रिफ ग्लेन सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला पब्लिक गिफ्ट है जो मैंने कभी दिया है या कभी दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ा इंसाफ है कि थॉमस मॉरिसन का पोता, जो अपने समय के कट्टर लीडर थे, बिली मॉरिसन के भतीजे, उनके बेटे और वारिस, और सबसे बढ़कर मेरे नेक पिता और मेरी सबसे बहादुर माँ के बेटे, उठें और अमीरों को बेदखल करें और ग्लेन और पार्क को हमेशा के लिए डनफर्मलाइन के लोगों तक पहुंचाने वाले एजेंट बने। ये एक सच्चा रोमांस है जिसकी कोई हवाई महल या कल्पना बराबरी नहीं कर सकती। किस्मत का हाथ इस पर मंडराता हुआ लगता है और मुझे कुछ फुसफुसाते हुए सुनाई देता है, तुम पूरी तरह से बेकार नहीं जिए हो, पूरी तरह से बेकार नहीं। ये मेरे करियर की सबसे बड़ी मेहरबानी है। मैं इसे अपने बाकी सभी पब्लिक तोहफों से अलग रखता हूँ। सच में समय का चक्कर कुछ अजीब बदले लाता है। अब 13 साल हो गए हैं जब मैंने दौलत जमा करना बंद किया और उसे बांटना शुरू किया। मैं दोनों में कभी कामयाब नहीं हो पाता। अगर मेरे पास रिटायर होने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन रिटायर होने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन कभी कभी पढ़ने, लिखने और बोलने की आदत और शौक था, और पढ़े लिखे लोगों से जान पहचान और दोस्ती भी थी जो मैंने बिजनेस छोड़ने से पहले की थी। रिटायर होने के कुछ सालों बाद तक मैं खुद को काम पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। अफसोस, इससे मुझे बहुत से ऐसे लोग याद आ गए जो पहले जा चुके थे। मेरे शुरुआती दोस्तों में से शायद ही कोई बचा होगा जो पुराने दिनों की तरह मेरा हाथ थाम सके। इन बूढ़े लोगों में से सिर्फ एक या दो ही मुझे एंडी कहते थे। हालांकि यह मत सोचिए कि मेरे युवा साथी भुला दिए गए हैं या उन्होंने मुझे नए हालात के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में कोई खास भूमिका नहीं निभाई है। बिल्कुल अलग। सबसे सुकून देने वाला असर कार्नेगी वेटरन एसोसिएशन का उनका तुरंत ऑर्गेनाइजेशन था, जो आखिरी सदस्य के मरने के बाद ही खत्म होगा। न्यूयॉर्क में अपने घर में साथ रहना सबसे बड़ी खुशी का जरिया है।
इतनी ज़्यादा कि यह 1 साल से दूसरे साल तक बनी रहती है। कुछ वेटरन्स यहाँ आने के लिए बहुत दूर से आते हैं और हमारे बीच जो होता है, वह मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी खुशियों में से एक है। मैं अपने साथ अपने लड़कों का प्यार रखता हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसा है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती क्योंकि मेरा दिल उनके लिए दुखी है। इसे मैं अपनी कई खुशनसीबी में गिनता हूँ और कई सोच-विचार के घंटों में यह बात मेरे दिमाग में आती है और मैं खुद से कहता हूँ, बिना दौलत के यह बेहतर है, इसके बिना करोड़पति बनने से। हाँ, हज़ार बार हाँ। कई दोस्त, महान और अच्छे आदमी और औरतें, मिसेस कार्नेगी और मुझे यह जानकर खुशी हुई, लेकिन इन सब से लड़कों के लिए हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि उनका दिल उनके लिए उतना ही दुखी है, जितना मेरा। उन्होंने ही हमारे नए न्यूयॉर्क घर को पहले वेटरन डिनर से सजाया था, पार्टनर्स पहले, उनका शब्द था। जब उन्होंने मिसेस कार्नेगी को पहला ऑनरेरी मेंबर और हमारी बेटी को दूसरा चुना, तो यह कोई बेकार की बात नहीं थी। हमारे दिलों में उनकी जगह पक्की है। हालांकि मैं सीनियर था, फिर भी हम साथ में लड़के ही थे। पूरा भरोसा और एक जैसे मकसद, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए, और गहरे प्यार ने हमें एक भाईचारे में ढाल दिया। हम पहले दोस्त थे और बाद में पार्टनर। इस तरह 45 में से 43 पार्टनर जिंदगी भर के लिए एक साथ बन गए। एक और सालाना इवेंट जो कई खास खुशियों को सामने लाता है, वह है हमारा लिटरेरी डिनर। घर पर हमारे प्यारे दोस्त मिस्टर रिचर्ड वॉटसन गिल्डर, जो सेंचुरी के एडिटर थे, मैनेजर थे। उनके तरीके और साल के गेस्ट की लिखी बातों से कोटेशन जो गेस्ट के कार्ड पर रखे जाते थे, इतने सही होते थे कि बहुत हंसी मजाक होता था। फिर नए लोगों के भाषण इस मौके को और मज़ेदार बना देते थे। जॉन मॉर्ले 1895 में हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर थे और हर प्लेट पर, कार्ड पर उनकी लिखी बातों का एक कोटेशन था। एक साल गिल्डर शाम को जल्दी आ गए। डिनर के बाद वह मेहमानों को बैठाना चाहता था। यह हो चुका था, लेकिन वह मेरे पास आया और कहा कि अच्छा हुआ उसने उन्हें देख लिया। जॉन बरोज और अर्नेस्ट थॉम्पसन सेटन को एक दूसरे के बगल में पाया, और जब वे जानवरों और पक्षियों की आदतों पर गर्मागर्म बहस में लगे हुए थे, जिसमें दोनों अपनी आलोचनाओं में बहुत आगे निकल गए थे, तो वे एक दूसरे के सामने आ गए थे। गिल्डर ने कहा कि उन्हें एक साथ बैठाना कभी ठीक नहीं होगा। उसने उन्हें अलग कर दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना देखे डाइनिंग रूम में चला गया और पहले की तरह कार्ड बदल दिए। गिल्डर को बहुत हैरानी हुई जब उसने उन आदमियों को एक दूसरे के बगल में देखा, लेकिन नतीजा वैसा ही था जैसा मैंने उम्मीद की थी। सुलह हो गई और वे अच्छे दोस्त बनकर अलग हुए। सीख: अगर आप शांति बनाना चाहते हैं, तो दुश्मनों को एक दूसरे के बगल में वहीं बिठाएं जहां उन्हें तमीज से शुरुआत करनी चाहिए। बरोज और सेटन दोनों को मेरे बिछाए जाल में मजा आया। यह सच है, हम सिर्फ उन्हीं से नफरत करते हैं जिन्हें हम जानते नहीं। शांति का रास्ता अक्सर यही होता है कि आप अपने दुश्मन को डिनर पर बुलाएं और उससे आने की गुजारिश भी करें और मना न करें। ज़्यादातर झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखते और बात नहीं करते, और दूसरों से अपनी असहमति के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। वे दूसरे की बात और उसके बारे में कही जा सकने वाली हर बात को पूरी तरह नहीं समझते। समझदार वह है जो दोस्त से अनबन होने पर सुलह का हाथ बढ़ाता है। जो इसे मना करता है, वह अपने जीवन के आखिर तक दुखी रहता है। कोई भी मुमकिन फ़ायदा उस दोस्त के खोने का बदला नहीं ले सकता जो आपका दोस्त रहा हो। भले ही वह दोस्त आपको पहले से थोड़ा कम प्यारा हो गया हो, वह अब भी वही है जिसके आप करीबी रहे हैं, और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दोस्त तेज़ी से गुज़र जाते हैं और आपको छोड़ देते हैं। वह खुश आदमी है जो महसूस करता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए वह खुशी, लंबी उम्र और लायक कामयाबी की दुआ न करे। न ही कोई ऐसा जिसके रास्ते में कोई वह किसी के लिए भी रुकावट नहीं डालेगा, और न ही अगर उसके बस में हो तो वह किसी की सेवा नहीं करेगा। ये सब वह महसूस कर सकता है बिना ये कहे कि उसे ऐसे किसी को दोस्त बनाना है जो गलत काम करके बिना किसी शक के नाकाबिल साबित हुआ हो। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दया, बहुत ज़्यादा दया होनी चाहिए, और अपने नुकसान के लिए भी दया, क्योंकि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छाइयों पर ही टिकी और बढ़ सकती है। जब प्यार बीमार और ख़राब होने लगता है, तो उसे ज़बरदस्ती की रस्मों की ज़रूरत होती है। पहले वाली दोस्ती हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन हर कोई एक दूसरे के लिए सिर्फ खुशी की दुआ कर सकता है। मेरे किसी भी दोस्त ने बिजनेस से मेरे रिटायरमेंट का मार्क ट्वेन से ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। मुझे उनसे यह नोट मिला उस समय जब अखबार
मेरी दौलत के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। प्रिय सर और दोस्त, आप आजकल अमीर लग रहे हैं। क्या आप किसी फ़ैन को भजन पुस्तक खरीदने के लिए $1.5 उधार दे सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देगा। मुझे लगता है ये मुझे पता है, और मैं भी। अगर और भी एप्लीकेशन हों तो ये नहीं गिना जाएगा। आपका मार्क। पीएस भजन की किताब मत भेजो, पैसे भेजो। मैं खुद चुनना चाहता हूँ। जब वह न्यूयॉर्क में बीमार थे तो मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था और हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। क्योंकि बिस्तर पर लेटे हुए भी वह हमेशा की तरह होशियार रहते थे। एक कॉल उन्हें अलविदा कहने के लिए थी, स्कॉटलैंड के लिए रवाना होने से पहले। मेरे रवाना होने के तुरंत बाद न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों के लिए पेंशन फंड की घोषणा की गई। इसके बारे में मार्क का एक लेटर सेंट एंड्रयू को एड्रेस करके स्कॉटलैंड में मेरे पास पहुंचा, जिसमें से मैं ये कोट करता हूँ, आप मेरा हेलो ले सकते हैं। अगर आपने मुझे बताया होता कि आपने मेरे बिस्तर के पास क्या किया था तो आपको वह वहीं मिल जाता। ये एकदम टिन है। और जब ये नीचे आया तो उसने अपना काम पूरा किया। मिस्टर क्लेमेंस मार्क ट्वेन के करीबी लोग इस बात को मानेंगे कि वह चार्म करने वालों में से एक थे। जो जेफरसन अकेले ऐसे आदमी हैं जिनके व्यवहार और बातचीत में उनके जुड़वां भाई जैसा चार्म है। उनका चार्म एक जैसा है। अंकल रेम्स, जोएल चैंडलर हैरिस, एक और हैं जिनमें चार्म है, और जॉर्ज डब्ल्यू केबल में भी। हाँ, और जोश बिलिंग्स में भी था। ऐसे लोग खुद की परवाह किए बिना अपने दोस्तों की जिंदगी रोशन करते हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां धूप फैला देते हैं। वैन विंकल के शब्दों में, सभी काफी हद तक एक जैसे हैं दोस्तों। उनमें से हर एक निस्वार्थ और दिल का अच्छा है। जनता मिस्टर क्लेमेंस का सिर्फ एक ही पहलू जानती है, मजेदार हिस्सा। इसमें कोई शक नहीं कि वह पॉलिटिकल और सोशल सवालों पर पक्के यकीन रखने वाले और बहुत अच्छे मोरलिस्ट थे। मिसाल के तौर पर जब इग्विनाल्डो को धोखे से पकड़ा गया तो उनकी कलम सबसे तीखी थी। जूनियस उनके मुकाबले कमजोर था। उनके 70वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए जमा हुई भीड़ अनोखी थी। वहां लिटरेचर का माहौल था, लेकिन मार्क करोड़पति मिस्टर एच एच रॉजर्स को अपने पास बुलाने के लिए कहना नहीं भूले, जो जरूरत के समय उनके दोस्त रहे थे। बिल्कुल मार्क की तरह, बिना किसी एक्सेप्शन के बड़े लिटरेचर वाले अपने भाषणों में सिर्फ गेस्ट के लिटरेचर के काम पर ही बात करते थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने इस बात का जिक्र किया और उनसे कहा कि वे ध्यान दें कि हमारे दोस्त ने एक इंसान के तौर पर जो किया है वह उतना ही जिंदा रहेगा जितना उन्होंने लिखा है। सर वाल्टर स्कॉट और वह एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। स्कॉट की तरह हमारा दोस्त भी पार्टनर्स की गलतियों की वजह से बर्बाद हो गया था, जो बुरी तरह बैंकरप्ट हो गए थे। उसके सामने दो रास्ते थे। एक आसान, सरल और छोटा रास्ता, लीगल रास्ता। अपनी सारी प्रॉपर्टी सरेंडर करो, बैंक्रप्सी से गुजरो और नई शुरुआत करो। बस इतना ही उस पर क्रेडिटर्स का बकाया था। दूसरा रास्ता लंबा, कांटेदार और बोरिंग, जिंदगी की लड़ाई जिसमें सब कुछ कुर्बान हो गया था। ये दो रास्ते थे और उसका फैसला यह था। मुद्दा यह नहीं था कि मुझे अपने क्रेडिटर्स का क्या देना है, बल्कि यह था कि मुझे खुद का क्या देना है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ऐसे समय आते हैं जब यह पता चलता है कि वे बेकार हैं या खरा सोना। मुश्किल में लिया गया फैसला ही इंसान को साबित करता है। हमारा दोस्त आग की भट्टी में एक इंसान के तौर पर घुसा और हीरो बनकर उभरा। उसने दुनिया भर में लेक्चर देकर अपना पूरा कर्ज चुका दिया। एक मज़ेदार गाली, मार्क ट्वेन, ये तो आम राय है, लेकिन मिस्टर क्लेमेंस का क्या? एक आदमी और हीरो, क्योंकि वह दोनों हैं और सर वॉल्टर के साथ सबसे आगे भी हैं। उनकी पत्नी उनकी हीरोइन थी। वही थीं जिन्होंने उन्हें सहारा दिया और उनके साथ दुनिया भर में उनकी गार्जियन एंजेल की तरह घूमी और उन्हें सर वॉल्टर की तरह जीतने में काबिल बनाया। यह बात वह अपने करीबियों को बताना कभी नहीं भूलते थे। मेरी ज़िंदगी में कभी भी 3 शब्दों ने इतना गहरा दर्द नहीं दिया, जितना मिसेस क्लेमेंस के गुज़र जाने के बाद पहली बार फ़ोन करने पर बोले गए थे। खुशकिस्मती से मैं उन्हें अकेला पाया, और जब मेरा हाथ अभी भी उनके हाथ में था और दोनों में से किसी के एक भी शब्द बोलने से पहले उन्होंने मेरे हाथ के और ज़ोर से दबाव के साथ ये शब्द कहे, एक बर्बाद घर, एक बर्बाद घर। चुप्पी कभी नहीं टूटी। मैं यह सालों बाद लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन शब्दों को फिर से सुनता हूँ और मेरा दिल जवाब देता है।
एक दया जो हमारे पुरखों को नहीं मिली, आज हमें मिलती है। अगर अंदर का जज हमें यह ज़िंदगी अच्छी तरह जीने के बाद बरी करने का फ़ैसला सुना दे, तो हमें किसी दूसरे जज से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से सच्चा रहो और यह रात के बाद दिन की तरह आएगा। फिर तुम किसी इंसान से झूठ नहीं बोल सकते। धरती पर कुछ सालों की कमियों की वजह से हमेशा की सज़ा, भगवान जैसी सज़ा के बिल्कुल उलट होगी। शैतान खुद इससे पीछे हट जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड और दूसरे। जॉन मॉर्ले और मैं इस बात से सहमत हैं कि हम जिस सबसे चार्मिंग आदमी को जानते थे वह मैथ्यू अर्नोल्ड थे। उनमें सच में एक चार्म था। यही एक शब्द है जो उनकी मौजूदगी और उनकी बातचीत के असर को बताता है। यहाँ तक कि उनका लुक और गहरी खामोशी भी हमें अट्रैक्ट करती थी। मुझे लगता है कि 1880 में उन्होंने हमारे साथ दक्षिणी इंग्लैंड में कूच किया था। विलियम ब्लैक और एडविन एबे भी इसी ग्रुप में थे। एक सुंदर गांव के पास पहुंचकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कोच कुछ मिनट के लिए वहां रुक सकता है। उन्होंने बताया कि यह उनके गॉडफादर बिशप केबल की आराम करने की जगह है और वह उनकी कब्र पर जाना चाहेंगे। उन्होंने आगे कहा, आह प्यारे प्यारे केबल, थियोलॉजी के सब्जेक्ट्स पर अपने विचारों से मैंने उन्हें बहुत दुख दिया, जिससे मुझे भी दुख हुआ। लेकिन इसके बावजूद कि वह बहुत दुखी थे, मेरे प्यारे दोस्त होने के बावजूद वह ऑक्सफोर्ड गए और मुझे इंग्लिश पोएट्री के प्रोफेसर के लिए वोट दिया। हम साथ में शांत कब्रिस्तान की ओर चले। केबल की कब्र पर चुपचाप सोच रहे मैथ्यू आर्नोल्ड ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। बाद में उनके थियोलॉजी के विचारों के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि इन बातों ने उनके सबसे अच्छे दोस्तों को दुख पहुंचाया था। मिस्टर ग्लैडस्टोन ने एक बार अपनी गहरी निराशा या कुछ नाराज़गी जैसी बात जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे बिशप होना चाहिए था। बेशक मेरे लेखों ने मेरे प्रमोशन में रुकावट डाली और मेरे दोस्तों को भी दुख पहुंचाया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे अपने विचार बताने ही थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये आखिरी शब्द किस उदासी भरे लहजे में कहे गए थे और कितने धीरे धीरे। वे मानो बहुत गहरे से आए थे। उन्हें अपना मैसेज देना था। इसे समझने के लिए उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ी है। आज उनकी शिक्षाओं पर लगभग कोई सवाल नहीं उठता। अगर कभी कोई बहुत धार्मिक आदमी था तो वह मैथ्यू आर्नोल्ड थे। उनके मुंह से कभी कोई अपमानजनक शब्द नहीं निकला। इस मामले में वह और ग्लैडस्टोन बराबर बेइज्जती से ऊपर थे, और फिर भी उन्होंने एक छोटे से वाक्य में अलौकिक शक्ति को मार गिराया था। चमत्कारों के खिलाफ मामला बंद हो गया है। वे नहीं होते। वो और उनकी बेटी जो अब मिसेस व्हिटरिज हैं, 1883 में न्यूयॉर्क में हमारे मेहमान थे और एलेगनीज में हमारे पहाड़ी घर पर भी। इसलिए मैंने उन्हें बहुत देखा, लेकिन काफ़ी नहीं। न्यूयॉर्क में उनके पहले पब्लिक अपीयरेंस पर मेरी माँ और मैं उन्हें हॉल तक ले गए। इससे बेहतर ऑडियंस कभी इकट्ठा नहीं हुई थी। लेक्चर सफल नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि वह पब्लिक में ठीक से बोल नहीं पाए, उन्हें सुना नहीं गया। जब हम घर लौटे तो उनके पहले शब्द थे, अच्छा, आप सब क्या कहना चाहते हैं? बताओ, क्या मैं लेक्चरर के तौर पर काम करूंगा? मुझे उनकी सफलता में इतनी दिलचस्पी थी कि मैंने बिना झिझक उन्हें यह बताने में कहा कि जब तक वह पब्लिक स्पीकिंग के लिए खुद को फिट नहीं कर लेते, तब तक उनके लिए आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। उन्हें 2 या 3 बातों पर सबक देने के लिए किसी एलोकेशनिस्ट की ज़रूरत है। मैंने इस पर इतना ज़ोर दिया कि वह इसके लिए मान गए। हम सब ने अपनी बात कह दी। उसके बाद वह मेरी माँ की ओर मुड़े और बोले, अब प्रिय मिसेस कार्नेगी, उन सब ने मुझे अपनी राय दे दी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अमेरिका में लेक्चरर के तौर पर मेरी पहली रात के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा मिनिस्टर जैसा, मिस्टर अर्नोल्ड, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर जैसा। जवाब धीरे-धीरे और नरमी से दिया गया और आखिर तक मिस्टर अर्नोल्ड कभी-कभी इसका ज़िक्र करते थे, यह कहते हुए कि उन्हें लगा कि यह बात बिल्कुल सही लगी। जब वह अपने वेस्टर्न टूर से न्यूयॉर्क लौटे, तो उनकी आवाज़ इतनी बेहतर हो गई थी कि ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उनकी आवाज़ गूंजने लगी। उन्होंने बोस्टन में एक प्रोफ़ेसर से सलाह के मुताबिक कुछ क्लास लीं और उसके बाद सब ठीक रहा। उन्होंने जाने-माने प्रीचर मिस्टर बीचर को सुनने की इच्छा ज़ाहिर की और हम एक रविवार सुबह ब्रुकलिन के लिए निकल पड़े। मिस्टर बीचर को हमारे आने की जानकारी दे दी गई थी,
ताकि सर्विस के बाद वह मिस्टर अर्नोल्ड से मिलने के लिए रुक सकें। जब मैंने मिस्टर अर्नोल्ड को उनसे मिलवाया तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मिस्टर बीचर ने एक ऐसे इंसान से मिलकर खुशी जाहिर की जिसे वह लंबे समय से आत्मा से अच्छी तरह जानते थे, और उनका हाथ पकड़कर कहा, मिस्टर अर्नोल्ड, आपने जो कुछ भी लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैंने कम से कम एक बार और बहुत बार ध्यान से न पढ़ा हो, और हमेशा फ़ायदे के साथ, हमेशा फ़ायदे के साथ। अच्छा, तो मुझे डर है मिस्टर बीचर, आर्नोल्ड ने जवाब दिया। हो सकता है कि आपको अपने बारे में कुछ रेफ़रेंस मिले हों जिन्हें छोड़ देना बेहतर होता। ओह! नहीं, नहीं, उनसे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मुस्कुराते हुए बीचर ने कहा, और वे दोनों हँस पड़े। मिस्टर बीचर कभी कन्फ्यूज़ नहीं होते थे। मैथ्यू आर्नोल्ड को उनसे मिलवाने के बाद मुझे, कर्नल इंगरसोल की बेटी को उनसे मिलवाने में खुशी हुई, और ऐसा करते हुए मैंने कहा, मिस्टर बीचर, ये पहली बार है जब मिस इंगरसोल किसी क्रिश्चियन चर्च में आई हैं। उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उनके हाथ पकड़ लिए और सीधे उनकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, अच्छा, अच्छा, तुम सबसे खूबसूरत हेथेन हो जिसे मैंने कभी देखा है। जो लोग मिस इंगरसोल को उनकी जवानी में याद करते हैं, वे मिस्टर बीचर से ज़्यादा अलग नहीं होंगे। फिर, मिस इंगरसोल, आपके पिता कैसे हैं? उम्मीद है कि वे ठीक होंगे। कई बार वे और मैं प्लेटफ़ॉर्म पर एक साथ खड़े हुए हैं। और क्या यह मेरी किस्मत नहीं थी कि हम एक ही तरफ थे? बीचर सच में एक महान, खुले विचारों वाले दिलदार आदमी थे, जो जहाँ भी अच्छाई मिलती थी, उसे अपना लेते थे। स्पेंसर की फ़िलॉसफ़ी, अर्नोल्ड की समझदारी और समझदारी, इंगरसोल का ऊंचे पॉलिटिकल मकसदों का पक्का सपोर्ट, ये सब रिपब्लिक में अच्छाई के लिए ताकतें थीं। मिस्टर बीचर इतने महान थे कि उन्होंने इन सभी लोगों की तारीफ की और उन्हें मददगार दोस्त कहा। अर्नोल्ड 1887 में स्कॉटलैंड में हमसे मिलने आए थे, और एक दिन खेलकूद की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह गोली नहीं चलाते। वो ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं मार सकते जिसके पंख हों और जो साफ नीले आसमान में उड़ सके। लेकिन उन्होंने आगे कहा, वह मछली पकड़ना नहीं छोड़ सकते। सामान बहुत मज़ेदार होते हैं। उन्होंने अपनी खुशी के बारे में बताया जब एक ड्यूक ने उन्हें साल में 2 या 3 बार एक दिन मछली पकड़ने की इजाज़त दी। मुझे याद नहीं कि वह दयालु ड्यूक कौन था, लेकिन उसमें कुछ बुरा था और इसका ज़िक्र हुआ। उनसे पूछा गया कि ऐसे आदमी के साथ उनके करीबी रिश्ते कैसे बने। आह! उन्होंने कहा, एक ड्यूक हमारे लिए हमेशा एक ख़ास इंसान होता है। हमेशा एक ख़ास इंसान, दिमाग या व्यवहार से अलग। हम सब घमंडी हैं। सैकड़ों सालों ने हमें ऐसा ही बना दिया है, सब घमंडी। हम कुछ नहीं कर सकते। ये खून में है। ये मुस्कुराते हुए कहा गया था, और मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ मन में शंकाएँ रखी थीं। वो खुद कोई घमंडी नहीं थे, बल्कि ऐसे इंसान थे जो स्वाभाविक रूप से लंबे वंश के दावों पर मुस्कुराते थे, क्योंकि आमतौर पर वंश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालाँकि उन्हें रैंक और पैसे वाले लोगों में दिलचस्पी थी, और मुझे याद है जब वह न्यूयॉर्क में थे तो वह ख़ास तौर पर मिस्टर वेंडरबिल्ट से मिलना चाहते थे। मैंने हिम्मत करके कहा कि वह उन्हें दूसरे लोगों से अलग नहीं पाएँगे। नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी को जानना एक बात है, उन्होंने जवाब दिया। निश्चित रूप से जो आदमी अपनी दौलत खुद बनाता है, वह उन लोगों से कहीं बेहतर होता है, जिन्हें दूसरों से रैंक विरासत में मिलती है। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि उन्होंने शेक्सपियर पर कभी क्रिटिकली क्यों नहीं लिखा, और उन्हें कवियों के बीच सिंहासन पर बिठा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के विचार तो आए थे, लेकिन सोचने पर उन्हें हमेशा यकीन होता था कि वे शेक्सपियर पर लिखने के काबिल नहीं हैं। उनकी क्रिटिसाइज़ करने की तो बात ही छोड़ दें। उनका मानना था कि यह कामयाबी से नहीं किया जा सकता। शेक्सपियर सबसे ऊपर थे। उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के किसी भी नियम से नहीं मापा जा सकता था। और भले ही उन्हें अपनी असाधारण प्रतिभा के बारे में बात करना पसंद होता, लेकिन वे हमेशा इस विषय को छूने से बचते थे। मैंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार था। उनकी श्रद्धांजलि के बाद जो आज बेमिसाल है, और मुझे उनके सोनेट से उनकी अपनी लाइनें याद आईं। शेक्सपियर, दूसरे हमारे सवाल पर कायम हैं। तुम आज़ाद हो, हम पूछते रहते हैं। तुम मुस्कुराते हो और शांत रहते हो। ज्ञान से भी बढ़कर सबसे ऊंची पहाड़ी के लिए।
जो सितारों के सामने अपनी शान का ताज पहनता है, अपने पक्के कदम समुद्र में गाड़ता है, स्वर्ग के स्वर्ग को अपना रहने की जगह बनाता है, सिर्फ अपने बेस की बादलों वाली सीमा को छोड़ता है, मौत की नाकाम खोज के लिए। और तुम, जिसे सितारों और सूरज की किरणों ने जाना, खुद से सीखा, खुद से जांचा, खुद से सम्मानित, खुद को सुरक्षित धरती पर बिना किसी अंदाजे के खड़ा था, तो बेहतर है। सभी दर्द जो अमर आत्मा को सहने पड़ते हैं, सभी कमजोरियां जो कमजोर करती हैं, सभी दुख जो झुकते हैं, उस विजयी माथे में अपनी अकेली आवाज पाते हैं। मैं मिस्टर शॉ, जोश बिलिंग्स को जानता था और चाहता था कि मिस्टर अर्नोल्ड, मिठास और रोशनी के दूत, उस अनगढ़ हीरे से मिले। अनगढ़, लेकिन फिर भी एक हीरा। खुशकिस्मती से एक सुबह जोश मुझसे मिलने विंडसर होटल आया, जहां हम उस समय रह रहे थे, और उसने हमारे गेस्ट का जिक्र करते हुए उसकी तारीफ की। मैंने जवाब दिया, आज रात आप उसके साथ डिनर करने वाले हैं। लेडीज बाहर जा रही हैं और आर्नोल्ड और मैं अकेले डिनर करेंगे। आप तीनों पूरी हो गई। इस पर वह एक शर्मीले आदमी होने के नाते मना कर दिया, लेकिन मैं अड़ा रहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, उसे मेरी मदद के लिए आना ही होगा। वह आया। मैं डिनर पर उनके बीच बैठा और इस तरह की अलग अलग बातों का मजा लिया। मिस्टर आर्नोल्ड को मिस्टर शॉ के बात कहने के तरीके में बहुत दिलचस्पी हो गई और उन्हें उनके वेस्टर्न किस्से पसंद आने लगे। वह पहले से कहीं ज्यादा जोर से हंसे। लेक्चरर के अनुभव से एक के बाद एक घटनाएं बताई गईं, क्योंकि मिस्टर शॉ ने यूनाइटेड स्टेट्स में हर उस जगह पर 15 साल तक लेक्चर दिए थे जहां 10,000 या उससे ज्यादा लोग रहते थे। मिस्टर अर्नोल्ड यह सुनना चाहते थे कि लेक्चरर अपनी ऑडियंस को कैसे संभालते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम्हें उन्हें ज्यादा देर तक हंसाना नहीं चाहिए, वरना वे सोचेंगे कि तुम उन पर हंस रहे हो। ऑडियंस को मजा देने के बाद तुम्हें ईमानदार होना चाहिए और सीरियस रोल निभाना चाहिए। जैसे, इस जिंदगी में दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी इंसान कभी तैयार नहीं होता। मुझे कौन बताएगा कि ये क्या है? आखिर में कोई चिल्लाता है, मौत। अच्छा, मुझे दूसरा कौन देगा? कई लोग जवाब देते हैं, धन, खुशी, ताकत, शादी, टैक्स। आखिर में जोश गंभीरता से शुरू करता है, तुम में से किसी ने भी दूसरा नहीं दिया। धरती पर दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं है। मिस्टर अर्नोल्ड ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम नई नई कहानियां बनाते रहते हो? पूछा गया। हाँ, हमेशा। आप साल दर साल लेक्चर नहीं दे सकते जब तक आपको नई कहानियां ना मिले। और कभी कभी ये कहानियां टूट भी जाती हैं। मेरे पास एक अखरोट था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वह टूट जाएगा और घर गिरा देगा, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, उसने कभी खुद के साथ न्याय नहीं किया। सिर्फ क्योंकि मुझे वह ज़रूरी शब्द नहीं मिल रहा था, बस एक शब्द। मैं एक रात मिशिगन में जलती हुई लकड़ी की आग के सामने बैठा था जब मुझे वह शब्द मिला, जिसके बारे में मुझे पता था कि वह कोड़े की तरह फट जाएगा। मैंने इसे लड़कों पर आजमाया और यह फट गया। यह मेरे इस्तेमाल किए गए किसी भी एक शब्द से ज़्यादा समय तक चला। मैंने शुरू किया, यह बहुत ज़रूरी उम्र है। लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वे पूरी तरह से समझ नहीं जाते। अब जोनाह और व्हेल हैं, वे इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और मेरी राय है कि ना तो जोनाह और ना ही व्हेल इसे पूरी तरह से समझ पाए। और फिर वे पूछते हैं कि जोनाह व्हेल की सोसाइटी में क्या कर रहा था। मिस्टर शॉ एक दिन ब्रॉडवे पर चल रहे थे, तभी एक असली वेस्टर्नर ने उनसे पूछा, मुझे लगता है कि आप जोश बिलिंग्स हैं। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा कहा जाता है। मेरे पॉकेट बुक में आपके लिए $5,000 हैं। ये रहा डेल्मोनिको, अंदर आओ और मुझे इसके बारे में सब बताओ। बैठने के बाद अजनबी ने कहा कि वह कैलिफोर्निया में एक सोने की खदान का पार्ट ऑनर है, और बताया कि उसके मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हुआ था और पार्टनर्स की कॉन्फ्रेंस झगड़े में टूट गई थी। अजनबी ने कहा कि वह चला गया है और धमकी दी कि वह मामले को सींग से पकड़ेगा और कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। अगली सुबह मैं मीटिंग में गया और उन्हें बताया कि मैंने उस सुबह जोश बिलिंग्स का पंचांग दिया था, और उस दिन का सबक यह था, जब तुम किसी मामले को सींग से पकड़ो तो उसे पूंछ से पकड़ो। जब तुम्हारा मन करे तो तुम बेहतर तरीके से पकड़ सकते हो और छोड़ सकते हो। हम खूब हंसे और हमें लगा कि यह अच्छी बात है। हमने तुम्हारी सलाह मानी, बात तय की और अच्छे दोस्त बनकर अलग हुए। किसी ने कहा कि जोश को $5,000 दिए जाए
और जब मैं ईस्ट आ रहा था तो उन्होंने मुझे ट्रेज़रर बना दिया और मैंने वादा किया कि मैं उसे दे दूँगा। तो ये रहा। शाम मिस्टर अर्नोल्ड के यह कहने के साथ ख़त्म हुई। ठीक है मिस्टर शॉ, अगर आप कभी इंग्लैंड में लेक्चर देने आते हैं, तो मुझे आपका स्वागत करने और आपकी पहली ऑडियंस से मिलवाने में खुशी होगी। कोई भी बेवकूफ़ आदमी जिसे लॉर्ड कहा जाता है, वह आपसे मिलवाकर आपसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ। सोचिए मैथ्यू अर्नोल्ड, जो मिठास और रोशनी के दूत हैं, लंदन के कुछ खास दर्शकों से जोश बिलिंग्स, जो सबसे बड़े मज़ाकिया थे, का परिचय करा रहे हैं। बाद के सालों में वह हमेशा हमारे शेर जैसे दोस्त मिस्टर शॉ के बारे में पूछना भूलते नहीं थे। एक सुबह विंडसर में जोश से मिलने के बाद, खास डिनर के बाद मैं उनके साथ रोटुंडा में बैठा और उन्होंने एक छोटी सी मेमोरेंडम बुक निकाली और ऐसा करते हुए कहा, अर्नोल्ड कहाँ हैं? मुझे हैरानी है कि वह इस पर क्या कहेंगे। सेंचुरी मुझे हर हफ्ते $100 देती है। मैं उन्हें कोई भी छोटी मोटी चीज़ भेजने के लिए राजी हो जाता हूँ जो मुझे याद आती है। मैं उन्हें कुछ देने की कोशिश करता हूँ। अंकल जकील की तरफ से ये है मेरा हफ्ते का बजट। बेशक क्रिटिक लेखक से बड़ा आदमी होता है। कोई भी इंसान जो किसी दूसरे इंसान की गलतियां बता सकता है, वह उस इंसान से कहीं ज्यादा स्मार्ट है जिसने गलतियां की हैं। उबियत मैंने मिस्टर अर्नोल्ड को शिकागो की एक कहानी सुनाई, या यूं कहें कि शिकागो के बारे में एक कहानी सुनाई। बोस्टन की एक सोसाइटी लेडी शिकागो में अपनी स्कूल की दोस्त से मिलने आई थी जिसकी शादी होने वाली थी, और वह वहां मौजूद लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा अटेंशन से भर गई। एक शाम एक जाने माने नागरिक ने पूछा कि शिकागो में उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, तो उसने प्यार से जवाब दिया, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी बिज़नेस की भागदौड़, या आपके शानदार मटेरियल डेवलपमेंट, या आपके शानदार घर नहीं है। ये वह कल्चर और रिफाइनमेंट है जो मुझे यहाँ मिलता है। जवाब तुरंत आया, ओह! हम तो यहाँ के कल्ट से ही चक्कर खा रहे हैं। बिल्कुल। मिस्टर अर्नोल्ड शिकागो में एन्जॉय करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसने उन्हें फ़िलिस्तीनिज़्म के हेडक्वार्टर के तौर पर इम्प्रेस किया था। हालाँकि वह इतने सारे कल्चर और रिफ़ाइनमेंट को देखकर हैरान और खुश थे। शुरू करने से पहले वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें सबसे दिलचस्प क्या लगेगा। मैंने हँसते हुए कहा कि शायद उन्हें सबसे पहले वहाँ का सबसे शानदार नज़ारा दिखाने ले जाया जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह स्लॉटर हाउस है, जहाँ नई मशीनें इतनी परफेक्ट हैं कि एक सिरे से अंदर लाए गए सूअर की चीख कानों से निकलने से पहले ही दूसरी तरफ से हैम बनकर निकल आती है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने सोचते हुए पूछा, लेकिन कोई स्लॉटर हाउस क्यों जाए? कोई सूअर की चीख क्यों सुने? मैं कोई कारण नहीं बता सका, इसलिए बात यहीं खत्म हो गई। मिस्टर अर्नोल्ड का ओल्ड टेस्टामेंट का पसंदीदा निश्चित रूप से यशायाह था, कम से कम उस महान कवि, जैसा कि वह उन्हें पुकारते थे, कि उनके बार बार कोट इस नतीजे पर पहुंचते थे। मैंने दुनिया भर में अपने टूर में पाया कि दूसरे धर्मों की पवित्र किताबों से वह कचरा हटा दिया गया था जो उनकी कहानियों के आसपास जमा हो गया था। मुझे याद आया कि मिस्टर अर्नोल्ड ने कहा था कि धर्म ग्रंथों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। कन्फ्यूशियस और दूसरों के रत्न जो दुनिया को खुश करते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से चुना गया है, और वे कलेक्ट्स के रूप में दिखाई देते हैं। शिष्य के पास उसके सामने पेश किए गए अज्ञानी अतीत के आपत्तिजनक से आपत्तिजनक जमा नहीं होते हैं। कोई इस मामले पर जितना ज्यादा सोचता है, उसकी राय उतनी ही मजबूत होती जाती है कि ईसाई को पूर्वी उदाहरण को फॉलो करना होगा, और गेहूं को भूसे से अलग करना होगा, भूसे से भी बदतर, कभी कभी तो बहुत नुकसानदायक और जहरीला कचरा भी। बर्न्स कॉटर्स सैटरडे नाइट में एक अच्छे आदमी को शाम की सर्विस के लिए बड़ी बाइबल उतारते हुए दिखाते हैं। वह एक हिस्सा सोच समझ कर निकालता है। हमें उन हिस्सों को चुनकर रखना चाहिए और सिर्फ चुने हुए हिस्सों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें और बहुत कुछ के अलावा जिस आदमी को जानने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और जिसे दोस्त कहने का मुझे इतना फ़ायदा मिला है, उसने अपनी उम्र से पहले ही सच्चा टीचर साबित कर दिया है। भविष्य और उसकी अनदेखी चीज़ों के मामले में सबसे महान कविता वाला टीचर। मैं अर्नोल्ड को एलेगनीज़ में क्रेसन में हमारे गर्मियों के घर से काले धुएं वाले पिट्सबर्ग को देखने ले गया।
एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स से रेलवे स्टेशन तक के रास्ते में रेलवे के उस पार पुल तक जाने के लिए 2 मंजिलें हैं संदेह हैं। दूसरी मंजिल काफ़ी खड़ी है। जब हम लगभग 3/4 चढ़ गए, तो वह अचानक साँस लेने के लिए रुक गया। रेलिंग पर झुककर और अपना हाथ दिल पर रखकर उसने मुझसे कहा, "आह! ये किसी दिन मेरे लिए भी ठीक रहेगा, जैसे इसने मेरे पिता के लिए किया था।" मुझे तब उसके दिल की कमज़ोरी का पता नहीं था, लेकिन मैं यह घटना कभी नहीं भूला। और जब कुछ ही समय बाद इंग्लैंड में एक रुकावट से बचने की कोशिश में उसकी अचानक मौत की दुखद खबर आई, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे दोस्त ने उसकी किस्मत पहले ही बता दी थी। हमारा नुकसान बहुत बड़ा था। बर्न्स का टाइम सैमसन पर लिखा ये लेख मेरे किसी भी जानने वाले पर इससे ज़्यादा सही नहीं लग सकता। टैम सैमसन की घिसी-पिटी मिट्टी यहीं पड़ी है। हे ढोंगी कट्टरपंथियों, उसे छोड़ दो। अगर स्वर्ग में कोई ईमानदार इंसान उभरे तो तुम उसे सुधार लोगे या उसके पास पहुंच जाओगे। यहीं मुझे एक प्यारे आदमी का नाम याद आ रहा है। बोस्टन के डॉ ओलिवर वेंडल होम्स, सबके डॉक्टर, जिनकी आखिरी समय में एकमात्र बीमारी 80 साल की उम्र थी। वो आखिर तक एक लड़के ही थे। जब मैथ्यू अर्नोल्ड की मौत हुई तो कुछ दोस्त उनकी याद में एक सही मेमोरियल बनाने के लिए कदम उठाने से खुद को रोक नहीं पाए। इन दोस्तों ने चुपचाप ज़रूरी रकम जमा कर दी, क्योंकि किसी पब्लिक अपील के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसे फंड में किसी को भी दान करने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय उनके जिन्हें ख़ास अधिकार का हक था, क्योंकि ख़ास अधिकार ही माना जाता था। दोगुनी तिगुनी रकम आसानी से मिल सकती थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मुझे कुछ चुने हुए लोगों में शामिल होने और अटलांटिक के हमारे हिस्से में इस मामले पर थोड़ा ध्यान देने की इजाज़त मिली। बेशक मैंने कभी प्यारे डॉन होम्स को इस बारे में बताने के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा नहीं था कि वे चुने हुए लोगों में से नहीं थे, बल्कि इसलिए कि किसी भी लेखक या प्रोफेशनल आदमी को ऐसे फंड में पैसे देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, जो कुछ खास मामलों को छोड़कर अपने लिए इस्तेमाल होने पर सबसे अच्छे होते हैं। हालाँकि एक सुबह मुझे डॉक्टर का एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि उनसे कहा गया था कि पैदल चलने वालों के लिए ऐसा कोई मूवमेंट चल रहा है और इस बारे में मेरा भी ज़िक्र किया गया है, और अगर उन्हें रोल ऑफ ऑनर में अपना नाम लिखवाने के लायक समझा गया, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। जब से उन्होंने इसके बारे में सुना है, वे मुझे लिखे बिना चैन से नहीं रह सकते और वे जवाब में सुनना चाहेंगे। उन्हें लायक समझा गया, यह तो ज़ाहिर है। ये ऐसी यादगार है जिसकी कोई भी इंसान कामना कर सकता है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि इसमें योगदान देने वाला कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दयालु किस्मत का शुक्रगुज़ार ना हो जिसने उसे यह मौका दिया। ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स, लंदन में लॉर्ड रोज़बेरी जो उस समय ग्लैडस्टोन की कैबिनेट में थे और एक उभरते हुए स्टेट्समैन थे, इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे मिस्टर ग्लैडस्टोन से मिलने के लिए अपने साथ डिनर पर बुलाया, और मैं दुनिया के पहले नागरिक से मिलने के लिए उनका एहसानमंद हूँ। मुझे लगता है ये 1885 में हुआ था, क्योंकि मेरा ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी 1886 में सामने आया था, और मुझे याद है कि मैंने उस मौके पर मिस्टर ग्लैडस्टोन को कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिए थे जो मैंने उसके लिए तैयार किए थे। मैंने कभी भी किसी सोशल मामले में जो सही समझा उसे इतनी हिम्मत से नहीं किया, जितना बाद में मिस्टर ग्लैडस्टोन की तरफ से उनके साथ डिनर का पहला इन्विटेशन आया। मेरा कहीं और डिनर करने का प्लान था और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि ग्रेट ब्रिटेन के असली रूलर के इनविटेशन को भी उतना ही कमांड माना जाना चाहिए जितना कि किसी बड़े डिग्नेटरी के इनविटेशन को। लेकिन मैंने अपना एंगेजमेंट पूरा किया और उस आदमी से मिलने से चूक गया जिससे मैं सबसे ज़्यादा मिलना चाहता था। खुशकिस्मती से ये मौका बाद में मिला, जब हावर्डन में उससे दोबारा मिलने का मौका मिला। लॉर्ड रोज़बेरी ने पहली लाइब्रेरी खोली जो मैंने दी थी, वह डनफोर्म की थी, और उन्होंने हाल ही में 1905 में मेरी दी हुई सबसे नई लाइब्रेरी खोली है, जो स्टोनोवे में है। जब वह पिछली बार न्यूयॉर्क आए थे तो मैं उन्हें रिवरसाइड ड्राइव पर ले गया था, और उन्होंने कहा था कि दुनिया के किसी भी शहर में ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। वह एक शानदार इंसान थे, लेकिन उनके इरादे सोच की फीकी-फीकी बातों से बीमार पड़ गए थे। अगर वह मेहनत करने के लिए पैदा हुए होते और जवानी में हाउस ऑफ कॉमन्स में आ गए होते, बजाय इसके
कि बिना मेहनत के उन्हें सोने के ऊपरी चैम्बर में डाल दिया जाता, तो शायद ज़िंदगी की मुश्किलों में उन्हें ज़्यादा सख्त चमड़ी मिल जाती, क्योंकि वह बहुत सेंसिटिव थे और पॉलिटिक्स लाइफ में कमांड के लिए ज़रूरी मकसद की मजबूती उनमें नहीं थी। वह एक प्यारे स्पीकर थे, एक ऐसे इलॉजिस्ट जिनका टच सबसे हल्का था और कुछ खास टॉपिक पर उनका स्टाइल उस समय के किसी भी स्पीकर से ज़्यादा सुंदर था। जब से ये लाइनें लिखी गई हैं, वह शायद हमारी जाति के सबसे बड़े इलॉजिस्ट बन गए हैं। उन्होंने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उन्हें बहुत सम्मान। एक सुबह मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिला। नमस्ते करने के बाद उन्होंने एक लिफाफा उठाया, जो मैंने अंदर आते समय देखा कि उनकी डेस्क पर सावधानी से रखा हुआ था, और मुझे देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेक्रेटरी को निकाल दें। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है लॉर्डशिप, वह बहुत ज़रूरी है। और एक स्कॉट्समैन है, मैंने जवाब दिया। उन्हें क्या हो गया है? ये आपकी हैंडराइटिंग नहीं है, ये उनकी है। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जो रोज़बेरी को 2 आर से लिखता है? मैंने कहा कि अगर मैं इस मामले में सेंसिटिव होता तो मेरे लिए ज़िंदगी बर्दाश्त करने लायक नहीं होती। जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे रोज़ बहुत सारे लेटर मिलते हैं और मुझे यकीन है कि उनमें से 20 से 30% मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, करनाघी से लेकर कारनागे तक। लेकिन वह सीरियस था। बस ऐसी छोटी-छोटी बातें उसे बहुत परेशान करती थीं। काम करने वाले लोगों को इन छोटी-छोटी बातों पर हँसना और उनका मज़ा लेना सीखना चाहिए, वरना वे खुद छोटे बन सकते हैं। एक आकर्षक पर्सनैलिटी के साथ-साथ शर्मीला, सेंसिटिव, मनमौजी और शांत स्वभाव का, ये क्वालिटीज़ कॉमन्स में कुछ साल बिताने पर शायद बदल जाती। जब वह एक लिबरल के तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सरप्राइज़ कर रहा था और कुछ हलचल मचा रहा था, तो मैंने उस पर अपनी डेमोक्रेसी का थोड़ा-सा तड़का लगाने की हिम्मत की। पार्लियामेंट के लिए हिम्मत से खड़े हो जाओ, अपनी खानदानी रैंक को छोड़ दो, यह ऐलान करते हुए कि तुम एक ऐसा खास अधिकार स्वीकार करने से नफरत करते हो, जो हर नागरिक का अधिकार नहीं है। इस तरह खुद को लोगों का असली लीडर बनाओ, जो तुम एक पीयर रहते हुए कभी नहीं बन सकते। तुम जवान, होशियार, दिलचस्प हो और तुम्हारे पास बोलने का अच्छा हुनर है। अगर तुम हिम्मत दिखाते हो तो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे हैरानी हुई, हालांकि साफ तौर पर दिलचस्पी थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स मुझे पीयर के तौर पर स्वीकार नहीं कर सका। मुझे यही उम्मीद करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और रिजेक्ट हो जाता, तो मैं अगली खाली जगह के लिए फिर से खड़ा होता और इस मुद्दे पर जोर देता। इस बात पर जोर दो कि जिसने अपने खानदानी खास अधिकार छोड़ दिए हैं, उसे नागरिकता मिल जाती है और वह किसी भी पद के लिए योग्य हो जाता है, जिसके लिए वह चुना जाता है। जीत पक्की है। यह क्रॉमवेल की भूमिका निभाना है। डेमोक्रेसी मिसाल तोड़ने वाले या मिसाल बनाने वाले की पूजा करती है। हमने ये बात छोड़ दी। बाद में मॉर्ले को यह बताते हुए, मैं उनका यह कमेंट कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दोस्त क्रॉमवेल बर्कले स्क्वायर नंबर 38 में नहीं रहते। धीरे धीरे गंभीरता से कहा गया, लेकिन पक्का। रोजबेरी बढ़िया आदमी था, बस वह एक पियर पैदा होने की वजह से कमजोर था। दूसरी ओर मॉर्ले रैंक से ऊपर उठकर, उसके पिता एक सर्जन थे जो अपने बेटे को कॉलेज में रखने के लिए बहुत मुश्किल में थे, फिर भी ईमानदार जॉन हैं। उन पर पियरेज और लीजन ऑफ ऑनर में तथाकथित तरक्की का जरा भी असर नहीं पड़ा, जो दोनों ही मेरिट के लिए दिए जाते हैं। यही बात बॉब रीड एमपी के साथ भी है, जो अर्ल लोरबर्न बने और लॉर्ड हाई चांसलर लॉर्ड हाल्डेन चांसलर के तौर पर उनके बाद आए। एस्क्विथ प्राइम मिनिस्टर, लॉयड जॉर्ज और दूसरे। आज हमारे रिपब्लिक के शासक भी ज्यादा डेमोक्रेटिक या लोगों के ज्यादा पक्के आदमी नहीं हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े नागरिक गुजर गए, तो सवाल यह था कि ग्लैडस्टोन की जगह कौन लेगा, उनकी जगह कौन ले सकता है। कैबिनेट के युवा सदस्यों ने यह फैसला मॉर्ले पर छोड़ने पर सहमति जताई। हारकोर्ट या कैंपबेल बैनरमैन, पहले वाले के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट थी, लेकिन वह जानलेवा थी, अपने गुस्से पर काबू न रख पाना। बदकिस्मती से इस मामले ने उन्हें ऐसे गुस्से के लिए उकसाया था, जो उन्हें लीडरशिप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, और इसलिए शांत, समझदार, बिना किसी शक के फैसले लेने वाले आदमी को जरूरी माना जाने लगा। मैं हारकोर्ट से बहुत जुड़ा हुआ था, जो बदले में हमारे रिपब्लिक का पक्का फैन था, जैसा कि मोटली की बेटी का पति भी था। हमारी सेंसस और हमारी प्रिंटेड रिपोर्ट्स, जिनका मैं ध्यान रखता था कि
उन्हें मिले, उनमें उनकी बहुत दिलचस्पी थी। बेशक मेरे अपने शहर डनफर्मलाइन कैंपबेल बैनरमैन के रिप्रेजेंटेटिव का प्रमोशन मुझे बहुत खुशी दे रहा था। खासकर इसलिए क्योंकि टाउन हाउस से इकट्ठा हुए लोगों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने ये शब्द कहे, मैं अपने चेयरमैन बेली मॉरिसन की वजह से अपने चुनाव का एहसानमंद हूँ। बेली डनफर्मलाइन के लीडिंग रेडिकल मेरे अंकल थे। हम उन दिनों रेडिकल परिवार थे और आज भी हैं, कार्नेगी और मॉरिसन दोनों, और ग्रेट रिपब्लिक के पक्के फ़ैन। जैसे कि जिसने वॉशिंगटन और उसके साथियों की तारीफ की थी, ऐसे आदमी जो इंसान की रॉयल्टी को जानते थे और उसका ऐलान करने की हिम्मत करते थे। एक ऐलान जो देखने लायक था। इससे ज़्यादा पक्का कुछ नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाली नस्ल सही तरीके से कानूनी तौर पर डेवलप होकर जल्द ही इवोल्यूशन के ज़रिए, कभी रिवॉल्यूशन से नहीं, सिटीजनशिप का गोल्डन रूल बनाएगी। रैंक तो बस गिनी की मुहर है, आदमी तो बस सोना है। यह फीलिंग पहले से ही सभी ब्रिटिश कॉलोनियों में है। प्यारी बूढ़ी मदरलैंड मुर्गी के लिए बत्तखें मुर्गियाँ हैं, जो उसे लहरों पर सीने से लगाने में बहुत बेचैनी देती हैं, जबकि वह घबराकर किनारे से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है। लेकिन वह धीरे-धीरे तैरना भी सीख जाएगी। 1905 की पतझड़ में मिसेस कार्नेगी और मैं अपने दोस्त जॉन रॉस को डनफर्मलाइन की आज़ादी देने के समारोह में शामिल हुए, जो कार्नेगी डनफर्मलाइन ट्रस्ट के चेयरमैन थे और शहर की भलाई के लिए सबसे आगे और सबसे जोशीले काम करने वाले थे। प्रोवोस्ट मैकबेथ ने अपने भाषण में दर्शकों को बताया कि यह सम्मान बहुत कम दिया जाता है। वहाँ सिर्फ 3 जीवित बारगेस थीं। एक उनके पार्लियामेंट के सदस्य एच कैंपबेल बैनरमैन, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। डनफर्मलाइन के अर्ल ऑफ एल्गिन, जो भारत के पूर्व वायसराय थे, उस समय कॉलोनियल सेक्रेटरी थे। और तीसरी मैं खुद। ये मेरे लिए बहुत अच्छी कंपनी लग रही थी, इसीलिए मैं ऑफिशियल स्टेशन के तौर पर पूरी तरह से दौड़ से बाहर था। अर्ल ऑफ एल्गिन द ब्रूस के वंशज हैं। उनका फैमिली वॉल्ट डनफर्मलाइन एबे में है, जहां उनके महान पूर्वज एबे की घंटी के नीचे दफन है। यह देखा गया है कि सेक्रेटरी स्टैंटन ने जनरल ग्रांट को पार्टी में ऐसे अकेले आदमी के तौर पर चुना जो कमांडर नहीं हो सकता था। अर्ल के बारे में भी ऐसी ही गलती हो सकती है। जब स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ में सुधार होना था, तो अर्ल कमेटी में दूसरे नंबर पर थे। जब कंजर्वेटिव सरकार ने बोअर वॉर पर अपनी कमेटी बनाई, तो अर्ल, जो एक लिबरल थे, को चेयरमैन बनाया गया। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले से यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया, तो लॉर्ड एल्गिन को मामला सुलझाने के लिए कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। पार्लियामेंट ने उनकी रिपोर्ट को एक बिल में शामिल किया और फिर से उन्हें इसे लागू करने के लिए हेड बनाया गया। जब यूनिवर्सिटीज ऑफ स्कॉटलैंड फंड के लिए ट्रस्टी चुने जाने थे, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर बालफोर से कहा कि मुझे लगता है कि डनफर्मलाइन के बड़े आदम उसे सबसे काबिल लोगों में से एक जानता हूँ। काम बातें नहीं, फैसला बातें नहीं। आज ब्रूस का वंशज ऐसा ही है, जो मामूली काबिलियत और समझदारी का मिला-जुला रूप है। एक बार फ्रीडम पाने का करियर शुरू करने के बाद इन सम्मानों का कोई अंत नहीं लगता था। 1906 में लंदन में हेडक्वार्टर के साथ मुझे लगातार 6 दिनों में 6 फ्रीडम मिले और अगले हफ्ते 2 सुबह की ट्रेन से जाना और शाम को लौटना। सोचा जा सकता है कि समारोह बोरिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हर मामले में हालात अलग थे। मैं मेयर और प्रोवोस्ट और म्युनिसिपल मामलों से जुड़े जाने माने नागरिकों में ख़ास लोगों से मिला, और हर कम्युनिटी की अपनी अलग पहचान और अपनी समस्याएं, सफलताएं और असफलताएं थीं। आमतौर पर एक बहुत ज़रूरी सुधार होता था, जो लोगों का ध्यान खींचने वाले बाकी सभी सवालों पर हावी हो जाता था। हर एक अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी। सिटी काउंसिल एक छोटी कैबिनेट है और मेयर प्राइम मिनिस्टर। घरेलू पॉलिटिक्स लोगों को उत्साहित रखती है। विदेशी संबंधों में कोई कमी नहीं है। पड़ोसी समुदायों के साथ शहरों के बीच के सवाल होते हैं। पानी या गैस या बिजली के बड़े अहम कामों के लिए मिलकर काम करना होता है। और गठबंधन या अलगाव के पक्ष या विपक्ष में फैसला करने वाली कॉन्फ्रेंस होती है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच सबसे बड़ा फर्क म्युनिसिपल गवर्नमेंट में होता है। पहले वाले में परिवार पीढ़ियों तक जन्म की जगह पर रहते हैं और शहर और उसके आसपास की सभी चीज़ों के प्रति उनका लगाव बढ़ता जाता है। मेयर का पद पाने वाला पिता बेटे को भी इसके लिए प्रेरित करता है। वह कीमती चीज शहर का गर्व बनता है, जो अपनी जगहों के प्रति रोमांटिक लगाव में बदल जाता है। काउंसलरशिप यह चाहती है कि हर कोई अपने समय और पीढ़ी में शहर के लिए कुछ न कुछ काम आ सके।
सबसे अच्छे नागरिकों के लिए यह एक बड़ी उम्मीद की चीज़ है। असल में बहुत कम लोग इससे आगे देखते हैं। पार्लियामेंट की मेंबरशिप लगभग किस्मत वाले लोगों के लिए ही रिजर्व है, जिसमें बिना किसी पैसे के लंदन में रहना भी शामिल है। लेकिन ये बाद वाला जल्द ही बदलने वाला है, और ब्रिटेन लेजिस्लेटर को उनकी सर्विस के लिए पेमेंट करने के यूनिवर्सल प्रैक्टिस को फॉलो करेगा। 1908 तब से लागू हुआ। अब 400 पाउंड दिए जाते हैं। इसके बाद वह शायद बाकी दुनिया की तरह पार्लियामेंट की मीटिंग दिन में करवाएगी। इसके मेंबर फ्रेश और दिन के काम के लिए तैयार होंगे, बजाय इसके कि पूरा दिन प्रोफेशनल काम में लगाएं और फिर थके हुए दिमाग से डिनर के बाद देश चलाने का काम करें। व्हिस्ट के एक्सपर्ट कैवेंडिश से जब पूछा गया कि क्या कोई आदमी किसी बदमाश को दूसरे राउंड में तीसरे प्लेयर को चालाकी से काबू कर सकता है, तो सोचने के बाद जवाब दिया, हाँ, डिनर के बाद कर सकता है। ब्रिटिश शहरों की काउंसिल में सबसे अच्छे लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार से दूर, पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं, जिन्हें अपने घरों पर गर्व होता है और वे उनके प्रति समर्पित होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हम यहाँ अभी भी ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं। फिर भी जैसे जैसे देश में आबादी बढ़ती है, लोग एक ही जगह पर हमेशा के लिए बस जाते हैं। हम ऐसे लोकल देशभक्त को तैयार करेंगे जो अपनी जन्मभूमि को उससे थोड़ा बेहतर छोड़कर जाना चाहता है। सिर्फ एक पीढ़ी पहले स्कॉटिश शहरों के प्रोवोस्ट का पद आमतौर पर ऊंचे तबके के लोकल जमींदारों में से किसी एक के लिए रिजर्व था। यह बात ब्रिटेन के लोग अपने लॉर्ड से बहुत प्यार करते हैं, आज भी सच है, लेकिन यह प्यार तेजी से खत्म हो रहा है। ईस्टबोर्न, किंग्सलिन, सैलिसबरी, इल्केस्टन और कई दूसरे पुराने शहरों में मैंने पाया कि मेयर रैंक से ऊपर उठे थे और आम तौर पर अपने हाथों से काम करते थे। काउंसिल के ज़्यादातर लोग भी इसी तरह के थे। सभी ने अपना समय बिना किसी स्वार्थ के दिया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के इतने सारे शहरों के प्रोवोस्ट और काउंसिल के नेताओं को जानना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। आयरलैंड को तो भूल ही जाइए, जहाँ मेरा फ्रीडम टूर भी उतना ही आकर्षक था। कॉर्क, वाटरफोर्ड और लिमरिक में मेरा जो स्वागत हुआ, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। यह देखकर हैरानी हुई कि झंडों पर उन्हीं गैलिक शब्दों में स्वागत किया गया। सीड मिल फेल थे, मतलब 1 लाख स्वागत, जैसा कि स्किब्बो के किराएदार इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में आज़ादी लेने से ज़्यादा मुझे लोकल पब्लिक लाइफ और देशभक्ति के बारे में और कुछ नहीं बता सकता था, जो वरना परेशान करने वाला हो सकता था। मुझे शहर के मुखियाओं के बीच इतना घर जैसा महसूस हुआ कि हमारे रास्ते में झंडों, भीड़ और खिड़कियों पर लोगों की शर्मिंदगी को भी दिन के काम का हिस्सा मान लिया गया। और यहाँ तक कि चीफ मजिस्ट्रेट का भाषण भी अक्सर जिंदगी के नए मोड़ दे देता था, जिन पर मैं सोच सकता था। लेडी मेयरेस अपनी पूरी शान और शान में बहुत प्यारी थी। मेरा मानना है कि यूनाइटेड किंगडम को अपनी म्यूनिसिपैलिटी के लीडिंग नागरिकों से, जो पॉपुलर वोट से चुने जाते हैं, किसी भी दूसरे देश से बेहतर नतीजे मिलते हैं। और सरकार के उस ज़रूरी ब्रांच में सब कुछ ठीक है। पार्लियामेंट को भी टाउन काउंसिल के सदस्यों के डेलीगेशन से आसानी से बनाया जा सकता है, बिना उसकी एफिशिएंसी को कम किए। शायद जब सदस्यों को सही पेमेंट मिल जाएगी, तो इनमें से कई वेस्टमिंस्टर में मिल जाएंगे और यह किंगडम के फायदे के लिए होगा। ग्लैडस्टोन और मॉर्ले। मिस्टर ग्लैडस्टोन ने अप्रैल 1892 में, जब मैं और मिसेस कार्नेगी हॉवर्डन में उनके मेहमान थे, तो उन्होंने मेरे अमेरिकन फोर इन हैंड इन ब्रिटेन की बहुत तारीफ की। उन्होंने एक दिन सुझाव दिया कि मैं सुबह उनके साथ उनकी नई लाइब्रेरी में बिताऊं, जबकि वह अपनी किताबें, जिन्हें उनके अलावा किसी और को छूने की इजाज़त नहीं थी, सजाएं और हम बातें कर सकें। शेल्फ में इधर उधर देखते हुए मुझे एक अनोखी किताब मिली, और मैंने अपने मेज़बान को, जो उस समय लाइब्रेरी की सीढ़ी पर मुझसे दूर भारी किताबें संभाल रहे थे, आवाज़ दी, मिस्टर ग्लैडस्टोन, मुझे यहाँ मेरे पिता के एक दोस्त की लिखी लर्न फ्रॉम लाइन वर्थिस किताब मिली है। मैं बचपन में कुछ वर्थिस को जानता था। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, और अगर आप बाईं ओर 3 या 4 किताबें आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको डनफर्म लाइन के किसी आदमी की एक और किताब मिल जाएगी। मैंने ऐसा किया, और मैंने अपनी किताब एन अमेरिकन फोर इन हैंड इन ब्रिटेन देखी। ऐसा करने के बाद मैंने सीढ़ी के ऊपर से ऑनर्गन की आवाज़ को पूरे जोश में बोलते हुए सुना, जो मक्का मुसलमानों के लिए है
बनारस हिंदुओं के लिए, जेरूसलम ईसाइयों के लिए, वही सब डनफर्म लाइन मेरे लिए है। मेरे कानों ने कुछ पल पहले आवाज़ सुनी, इससे पहले कि मेरा दिमाग समझ पाता कि ये मेरे अपने शब्द थे जो डनफर्म लाइन की पहली झलक से निकले थे, जब हम दक्षिण से उसके पास पहुंचे थे। आखिर आपको यह किताब कैसे मिली? मैंने पूछा। जब यह लिखी गई थी, तब मुझे आपको जानने का मौका नहीं मिला था और मैं आपको इसकी एक कॉपी नहीं भेज सकता था। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तब मुझे आपसे जान-पहचान होने की खुशी नहीं थी, लेकिन किसी ने, मुझे लगता है रोज़बेरी ने मुझे किताब के बारे में बताया और मैंने उसे मँगाया और खुशी-खुशी पढ़ा। डनफर्मलाइन को दी गई वह श्रद्धांजलि मुझे इतनी ख़ास लगी कि वह मेरे साथ रह गई। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। ये घटना अमेरिकन फोर इन हैंड लिखे जाने के 8 साल बाद हुई और मिस्टर ग्लैडस्टोन की शानदार याददाश्त के कई सबूतों में एक और सबूत जुड़ गया। शायद एक घमंडी लेखक के तौर पर मुझे उनके उतने ही शानदार फैसले की शुक्रगुजार होने के लिए माफ़ किया जा सकता है। जो नेता रविवार को पब्लिक में पाठ के रीडर के तौर पर सामने आते हैं, उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। मैं मानता हूँ कि जब तक मैं मिस्टर ग्लैडस्टोन को अच्छी तरह से नहीं जानता था, मुझे कभी-कभी ये ख़्याल आता था कि इस सावधान बूढ़े आदमी को कम से कम ये तो लगेगा कि इन दिखावों से उन्हें वोटों का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मुझे उनका असली चरित्र पता चला, ये सब गायब हो गया। अगर कोई इंसान था, तो वह भक्त और सच्चा था। हाँ, तब भी। जब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिसका ज़िक्र मॉर्ले ने अपनी लाइफ़ ऑफ ग्लैडस्टोन में किया है, कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बजट पर कई घंटों तक बढ़ी। स्वीकृति के साथ बात करते हुए उन्हें ऊपर की दिव्य शक्ति से सहारा मिलने का एहसास था। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि इतने अंधविश्वास वाले व्यक्ति के लिए अनजान शक्ति के सपोर्ट में यह विश्वास वाकई एक सहारा असर साबित हुआ होगा। हालांकि ये सोचकर दूसरों को झटका लग सकता है कि कोई इंसान इतना हिम्मत वाला कैसे सोच सकता है कि यूनिवर्स का बनाने वाला मिस्टर ग्लैडस्टोन के बजट के बारे में चिंता करेगा, जो इस छोटे से कर्ण के लिए तैयार किया गया था। यह लगभग अपवित्र लगता है। फिर भी मिस्टर ग्लैडस्टोन के लिए हम जानते हैं कि यह उल्टा था। एक ऐसा धार्मिक विश्वास जिसने बेशक अक्सर इंसानों को भगवान के सीधे एजेंट के तौर पर और उनका काम करते हुए चमत्कार करने में काबिल बनाया है। जून 1887 में क्वींस जुबली की रात को मिस्टर ब्लेन और मुझे पिकाडिली में लॉर्ड वोल्वर्टन के यहाँ डिनर करना था, मिस्टर और मिसेस ग्लैडस्टोन से मिलने के लिए। मिस्टर ब्लेन का उनसे यह पहला परिचय था। हम मेट्रोपोल होटल से सही समय पर एक कैब में निकले, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कैब को सेंट जेम्स स्ट्रीट के बीच में ही छोड़ना पड़ा। फुटपाथ पर पहुंचकर मिस्टर ब्लेन मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे एक पुलिस वाला मिला और मैंने उसे बताया कि मेरा साथी कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, और उससे पूछा कि क्या वह हमें वहां पहुंचा सकता है। उसने ऐसा किया, अपने ऑफिस की पूरी ताकत से भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए, और हम उसके पीछे पीछे चले, लेकिन लॉर्ड वोल्वर्टन पहुंचने में हमें 9 बज चुके थे। हम 11 बजे के बाद अलग हुए। मिस्टर ग्लैडस्टोन ने बताया कि वह और मिसेस ग्लैडस्टोन हाइड पार्क और पीछे के रास्ते से होते हुए घर पहुंच पाए थे। उम्मीद है कि हम वापस पहुंच जाएंगे उनके घर, जो उस समय कार्लटन टेरेस में था, उसी तरह। मिस्टर ब्लेन और मैंने सोचा कि हमें सड़कों का मजा लेना चाहिए और भीड़ को चीरते हुए होटल वापस जाने का मौका लेना चाहिए। हम यह कामयाबी से कर रहे थे और रिफॉर्म क्लब के पास से धीरे धीरे बहते पानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी मैंने अपनी दाईं ओर की बिल्डिंग के पास एक आवाज़ सुनी। मैंने मिस्टर ब्लेन से कहा, यह मिस्टर ग्लैडस्टोन की आवाज़ है। उन्होंने कहा, यह नामुमकिन है, हम अब भी अभी उन्हें उनके घर वापस जाते हुए छोड़कर आए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चेहरों से ज्यादा आवाज़ें पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि वह ग्लैडस्टोन की ही आवाज़ है। आखिरकार मैंने उन्हें कुछ कदम पीछे हटने के लिए मना लिया। हम घर के किनारे पहुंचे और पीछे हट गए। मुझे एक दबी हुई आवाज़ दिखी और मैंने फुसफुसाया, आधी रात को ग्रेविटी अपने बिस्तर से क्या करती है? मिस्टर ग्लैडस्टोन मिल गए। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी आवाज़ पहचान गया जो उनके साथी से फुसफुसा रही थी, और इसलिए मैंने कहा,
असली शासक नाम के शासक के लिए तैयार की गई रोशनी देखने के लिए बाहर आता है। उसने जवाब दिया, युवक, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। हम उसके साथ कुछ मिनट रहे। वह ध्यान रख रहा था कि वह अपना सिर न हटाए और उस लबादे का सामना न करे जिसने उन्हें ढक रखा था। तब आधी रात हो चुकी थी और वह 80 साल का था, लेकिन लड़कों की तरह मिसेस ग्लैडस्टोन को सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद उसने शो देखने का फैसला किया। डिनर पर मिस्टर ग्लैडस्टोन और मिस्टर ब्लेन के बीच बातचीत ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अंतर पर आ गई। शाम के दौरान मिस्टर ग्लैडस्टोन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रोसीजर के तरीके पर मिस्टर ब्लेन से बहुत अच्छी तरह से जिरह की, जिसके मिस्टर ब्लेन स्पीकर थे। मैंने पिछला सवाल देखा और हमारे पास फालतू बहस को रोकने के लिए सम रूल्स का मिस्टर ग्लैडस्टोन पर गहरा असर पड़ा। बीच बीच में बातचीत का दायरा और बड़ा हो जाता था। मिस्टर ग्लैडस्टोन ब्रिटेन में शायद किसी और आदमी से ज्यादा विषयों में दिलचस्पी रखते थे। जब मैं पिछली बार स्कॉटलैंड में उनके साथ मिस्टर आर्मिस्टेड के यहाँ था, तो उनका दिमाग हमेशा की तरह साफ और जोशीला था और मामलों में उनकी दिलचस्पी भी उतनी ही मजबूत थी। उस समय जिस विषय में उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी और जिसके बारे में उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, वह था हमारे देश की ऊंची स्टील की इमारतें, जिनके बारे में वह पढ़ रहे थे। उन्हें यह बात हैरान करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5वीं या छठी मंजिल की चिनाई अक्सर तीसरी या चौथी मंजिल से पहले ही पूरी हो जाती थी। मैंने उन्हें यह बात समझाई, जिससे वो काफ़ी खुश हुए। चीज़ों की तह तक पहुंचने में वह कभी थकते नहीं थे। मिस्टर मॉर्ले, हालांकि एक लॉर्ड होने के बावजूद वे अभी भी एक लेखक के तौर पर सादे जॉन मॉर्ले ही हैं। फोर्टनाइटली रिव्यू के एडिटर के तौर पर बहुत पहले ही हमारे ब्रिटिश दोस्तों में से एक बन गए थे, जिसने एक ब्रिटिश मैगजीन में मेरा पहला कंट्रीब्यूशन छापा था। हमारी दोस्ती बुढ़ापे में और गहरी होती गई, जब तक कि हमने आपस में यह नहीं मान लिया कि हम एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हैं। हम आम तौर पर रविवार दोपहर को जब मन करता है छोटे नोट्स, कभी कभी लंबे, शेयर करते हैं। हम एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हम एक दूसरे के करीब इसलिए आते हैं क्योंकि उलटी चीज़ें एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे सभी बत्तख हंस हैं। वह नेगेटिव है, आगे आने वाले असली खतरों को गंभीरता से, यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखता है और कभी कभी बेकार की बातें सोचता है। वही, हर झाड़ी में एक ओम्फी। मैं बहुत खुश हूँ और किस्मत का शुक्रगुजार हूँ। मॉर्ले शायद ही कभी, अगर किसी भी चीज़ के लिए हमेशा पागल। उसका फैसला हमेशा सावधान रहता है और उसकी आंखें हमेशा सूरज पर धब्बे देखती रहती हैं। मैंने उसे एक निराशावादी की कहानी सुनाई, जिसे कभी कुछ भी खुश नहीं करता था, और एक आशावादी की, जिसे कभी कुछ भी नाराज नहीं करता था। जब स्वर्ग में एंट्री मिलने पर फरिश्तों ने उन्हें बधाई दी, निराशावादी ने जवाब दिया, हाँ, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन किसी तरह यह प्रभामंडल मेरे सिर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा है। आशावादी ने जवाब में एक आदमी की कहानी सुनाई, जिसे पाप मोचन के लिए ले जाया जा रहा था और शैतान ने अपने शिकार को एक किनारे पर लिटा दिया था, जबकि वह एक झरने पर पानी पी रहा था। तापमान बहुत ज्यादा था। एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा, अच्छा जिम, ये कैसा है? कोई इलाज मुमकिन नहीं है? तुम पक्का पागल हो? जवाब आया, चुप रहो, ये और भी बुरा हो सकता है। ये कैसा है जब तुम्हें नीचे गहरे गड्ढे में ले जाया जा रहा है? चुप रहो, शैतानी महाराज की ओर इशारा करते हुए। वह मुझे उसे ले जाने के लिए मजबूर कर सकता है। मॉर्ले मेरी तरह संगीत के बहुत शौकीन थे और सुबह के उस समय का मजा लेते थे जब स्किबो में ऑर्गन बजाया जाता था। वह ऑरेटोरियो और आर्थर बाल्फोर से भी आकर्षित थे। मुझे याद है कि उन्होंने क्रिस्टल पैलेस में एक ऑरेटोरियो के लिए एक साथ टिकट लिए थे। दोनों समझदार लेकिन फिलोसोफिक हैं और फिलोसोफर के तौर पर बहुत दूर नहीं हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन बाल्फोर के कुछ हालिया प्रोडक्शन उन्हें अंदाजे में बहुत दूर ले जाते हैं, एक ऐसा फील्ड ने जिसे मॉर्ले कभी ट्राई नहीं करते। उनका पैर मजबूत जमीन पर रहता है और वह वहीं चलते हैं जहां रास्ता साफ हो। रास्ता ढूंढते समय उनके जंगल में खो जाने का कोई खतरा नहीं था। हाल के दिनों में मॉर्ले की सबसे हैरान करने वाली घोषणा लंदन में इकट्ठा हुए दुनिया के एडिटर्स के सामने उनके भाषण में थी।
उन्होंने उन्हें असल में बताया कि बर्न्स की कुछ लाइनों ने लोगों की मौजूदा बेहतर पॉलिटिकल और सोशल हालत को बनाने और बनाए रखने में अब तक लिखे गए लाखों एडिटोरियल से ज़्यादा काम किया है। इसके बाद उन्होंने यह कहा कि कभी-कभी कुछ लिखे या बोले गए शब्द अपने आप में घटनाएं होती हैं। उन्होंने वही हासिल किया जो उन्होंने बताया था। टॉम पेन की राइट्स ऑफ मैन का जिक्र इसी तरह किया गया था। इस भाषण के बाद स्किबो पहुंचने पर हमने इस पर बात की। मैंने बर्न्स को दी गई उनकी श्रद्धांजलि और उनकी 6 लाइनों का ज़िक्र किया और उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे कौन-सी लाइनें थीं। नहीं, मैंने कहा, मुझे वे कंठस्थ हैं। बाद के एक भाषण में मॉन्ट्रोज़ के पार्क में बर्न्स की एक मूर्ति का अनावरण करते हुए मैंने वे लाइनें दोहराईं जिनके बारे में मुझे लगा कि उन्होंने उनका ज़िक्र किया था और उन्होंने उन्हें मंजूरी दे दी। अजीब बात है, उन्हें और मुझे सालों पहले मॉन्ट्रोज़ की आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम आज़ाद साथी हैं। आखिरकार मैंने मॉर्ले को अमेरिका आने के लिए मनाया और उन्होंने 1904 में हमारे देश के एक बड़े हिस्से का दौरा किया। हमने कोशिश की कि वह अपने जैसे जाने-माने लोगों से मिले। एक दिन सीनेटर एलीहू रूट मेरे कहने पर आए और मॉर्ले ने उनसे एक लंबा इंटरव्यू किया। सीनेटर के जाने के बाद मॉर्ले ने मुझसे कहा कि उन्हें फिर अपने साथी के साथ बहुत मज़ा आया क्योंकि वह अब तक मिले सबसे अच्छे अमेरिकी स्टेट्समैन थे। वह गलत नहीं थे। हमारे पब्लिक मामलों की अच्छी समझ और गहरी जानकारी के लिए एलीहू रूट से बेहतर कोई नहीं है। मॉर्ले हमें छोड़कर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिलने गए और उस असाधारण आदमी के साथ कई अच्छे दिन बिताए। बाद में मॉर्ले ने कहा, ठीक है, मैंने अमेरिका में 2 अजूबे देखे हैं, रूजवेल्ट और नियाग्रा। यह चालाकी भरा और असल जिंदगी जैसा था। दहाड़ते, लुढ़कते, तेजी से दौड़ते और छपाके मारते अजूबों की एक शानदार जोड़ी, जिन्हें कोई आराम नहीं पता, लेकिन दोनों अपना तय काम कर रहे थे, जैसा कि वह मॉरले एक्टन लाइब्रेरी के लिए सबसे अच्छे इंसान थे और उन्हें यह तोहफा देने का मेरा यह तरीका था। जब मिस्टर ग्लैडस्टोन ने मुझे बताया कि लॉर्ड एक्टन किस हालत में हैं, तो मैं उनके कहने पर एक्टन की लाइब्रेरी खरीदने और उन्हें जिंदगी भर इस्तेमाल करने के लिए रखने के लिए मान गया। बदकिस्मती से वह इसका मजा लेने के लिए ज्यादा दिन नहीं जिए, सिर्फ कुछ साल, और फिर लाइब्रेरी मेरे हाथ में आ गई। मैंने तय किया कि मॉरले इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं और पक्का इसे आखिरकार सही संस्था को दे देंगे। मैं उसे बताने ही वाला था कि यह मेरा है। तभी उसने मुझे टोकते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हें बताना होगा कि यह मुझे उस दिन से पता है जब तुमने इसे खरीदा था। मिस्टर ग्लैडस्टोन ये राजा नहीं रख सके। वे इतने खुश थे कि लॉर्ड एक्टन ने इसे जिंदगी भर के लिए सुरक्षित कर लिया था। यहाँ वह और मैं बहुत करीब थे और फिर भी किसी ने भी दूसरे को इस हालात के बारे में नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मॉर्ले हैरान नहीं हुए। इस घटना ने ग्लैडस्टोन और मॉर्ले के बीच के रिश्ते की करीबी को साबित कर दिया। वह अकेला आदमी था जिसके साथ वह दुनियावी बातों में अपनी खुशी शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाता था। फिर भी धार्मिक मामलों में वे बहुत अलग थे, जहां एक्टन और ग्लैडस्टोन एक जैसे थे। स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज के लिए फंड देने के एक साल बाद मॉर्ले हिज मैजेस्टी के अटेंडेंस में मिनिस्टर के तौर पर बालमोरल गए और तार भेजा कि हमारे सफ़र पर जाने से पहले उन्हें मुझसे मिलना होगा। हम मिले और उन्होंने मुझे बताया कि हिज मैजेस्टी यूनिवर्सिटीज़ और दूसरों को दिए गए मेरे तोहफे से बहुत इम्प्रेस हुए हैं और चाहते थे कि वे पता करें कि क्या उनके पास ऐसा कुछ है जो वे मुझे दे सकें, जिसकी मैं तारीफ करूं। मैंने पूछा, आपने क्या कहा? मॉर्ले ने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिवाय इसके कि अगर हिज मैजेस्टी मेरे काम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुझे एक नोट लिखें जैसा उन्होंने आपको लिखा है, तो इसकी बहुत तारीफ होगी और इससे मेरे वंशजों को एक ऐसी चीज़ के तौर पर सौंपा जाएगा जिस पर उन्हें गर्व होगा। ऐसा किया गया। राजा का ऑटोग्राफ नोट मैंने इन पन्नों में कहीं और पहले ही लिख दिया है। स्किबो मॉर्ले के लिए सभी हेल्थ रिसॉर्ट्स में सबसे अच्छा साबित हुआ है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है क्योंकि वह हर गर्मियों में कई बार हमारे पास आते हैं और परिवार के एक सदस्य हैं। लेडी मॉर्ले उनके साथ जाती हैं। उन्हें यॉट उतना ही पसंद है जितना मुझे, और खुशकिस्मती से ये हम दोनों के लिए सबसे अच्छी दवा है। मॉर्ले ईमानदार जॉन हैं और हमेशा रहेंगे। उनके साथ कोई झूठ नहीं,
कोई बकवास नहीं। सभी सवालों और सभी इमरजेंसी में चट्टान की तरह मजबूत, फिर भी हमेशा आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ देखते रहते थे, एक बड़े दिल के साथ जो अक्सर अपनी पूरी नरमी में नहीं दिखता, लेकिन कभी-कभी और सही मौके पर अपनी मौजूदगी और ताकत पर कोई शक नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद चुप्पी। स्किबो में कार्नेगी परिवार, चैम्बरलेन और मॉर्ले एडवांस्ड रेडिकल्स के तौर पर पक्के दोस्त थे, और जब मैं ब्रिटेन में होता था, तो अक्सर उनसे मिलता था और बातचीत करता था। जब होम रूल का मुद्दा उठाया गया, तो ब्रिटेन में हमारे अमेरिकन फेडरल सिस्टम को लेकर बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। मुझसे मुफ्त में अपील की गई और मैंने कई शहरों में पब्लिक स्पीच दी, हमारे यूनियन के बारे में बताया और उसकी तारीफ की। कई एक में हिस्सों की सबसे आज़ाद सरकार, जो पूरे देश में सबसे मजबूत सरकार बनाती है। मैंने मिस्टर चैम्बरलेन को मिस एना एल डाविस की हम कैसे राज करते हैं किताब उनके जानकारी के लिए भेजी, और इस विषय पर मॉर्ले, ग्लैडस्टोन और कई दूसरे लोगों से बातचीत की। मुझे मिस्टर मॉर्ले को लिखना पड़ा कि मैंने जो वजहें बताईं, उनसे मुझे पहला होम रूल बिल मंजूर नहीं है। जब मैं मिस्टर ग्लैडस्टोन से मिला, तो उन्होंने इस पर अफसोस जताया और पूरी बातचीत हुई। मैंने आयरिश सदस्यों को पार्लियामेंट से बाहर करने पर एतराज़ जताया क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल अलगाव था। मैंने कहा कि हमें कभी भी सदर्न स्टेट्स को वॉशिंगटन में रिप्रेजेंटेटिव भेजना बंद नहीं करने देना चाहिए था। अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो आप क्या करते? उन्होंने पूछा। सभ्यता के सभी रिसोर्स इस्तेमाल किए, सबसे पहले मेल बंद कर दिए, मैंने जवाब दिया। वह रुका और दोहराया, मेल बंद कर दो। उसे लगा कि इससे पैरालिसिस हो रहा है और वह चुप हो गया। और बात बदल दी। जब भी मुझसे पूछा गया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने हमेशा कहा कि अमेरिका। ब्रिटेन को उसकी मिसाल पर चलना चाहिए। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए एक पार्लियामेंट और लोकल लेजिस्लेचर, संसद नहीं। इन्हें न्यूयॉर्क और वर्जीनिया जैसे राज्य बना देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में हमारे जैसा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो न सिर्फ राज्य विधानसभाओं बल्कि कांग्रेस द्वारा पास किए गए कानूनों पर फैसला करे, जिसमें जुडिशियल आखिरी अथॉरिटी है, पॉलिटिकल नहीं। इसलिए ब्रिटेन में आयरिश मामलों पर पार्लियामेंट ही एकमात्र नेशनल आखिरी अथॉरिटी होनी चाहिए। इसलिए आयरलैंड के लोकल कानून के काम हाउस ऑफ कॉमन्स के टेबल पर 3 महीने के लगातार सेशन के लिए रखे जाने चाहिए, हाउस के खिलाफ एक्शन के अधीन, लेकिन नामंजूर होने तक लागू नहीं होंगे। ये प्रोविज़न तब तक बेकार होगा जब तक गलत कानून नहीं बनाए जाते, लेकिन अगर गलत कानून बने तो ये फ़ायदेमंद होगा। मैंने कहा कि ये क्लॉज़ डरपोक लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ज़रूरी था कि कोई सेशन नहीं हो सकता। बाद में मिस्टर मॉर्ले पर यह विचार ज़ोर देते हुए उन्होंने मुझे बताया कि यह पार्नेल को प्रपोज़ किया गया था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया था। मिस्टर ग्लैडस्टोन शायद तब कहते, बहुत अच्छा, इस प्रोविज़न की ज़रूरत मुझे और मेरे साथ सोचने वाले दूसरों को नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है ताकि हम ब्रिटेन को अपने साथ ले जा सकें। मैं अब ये सवाल नहीं उठा सकता, ज़िम्मेदारी आपकी है। एक सुबह हॉवर्टन में मिसेस ग्लैडस्टोन ने कहा, विलियम ने मुझे बताया कि आपकी उनसे बहुत ख़ास बातें होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बातें होती थीं। उन्होंने शायद ही कभी किसी असली रिपब्लिकन की हल्की-फुल्की बातें सुनी हों, और वे अलग-अलग ख़ानदानी रैंक के बारे में सोचने में मेरी नाकामी को नहीं समझ पाए। मुझे यह अजीब लगा कि लोग अपने माता-पिता के दिए नाम को और उस नाम को, माता-पिता के नाम को गंभीरता से छोड़ दें। ख़ासकर नए टाइटल मज़ेदार थे, जिनके लिए पुराने ख़ानदानी अमीरों को नए बने पीयर का स्वागत करते समय मुस्कुराने से बचने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, जिसने शायद अपना टाइटल 10,000 पाउंड में खरीदा था, जो कमोबेश पार्टी फंड में दे दिया गया था। मिस्टर ब्लेन हमारे साथ लंदन में थे और मैंने मिस्टर ग्लैडस्टोन को बताया कि उन्होंने मुझे अपनी हैरानी और दर्द बताया था जब उन्होंने मुझे ठंड के मौसम में एक गार्डन पार्टी में बिना टाइटल वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हाथ में बुढ़ापे की टोपी पहने देखा था। चर्च और स्टेट के यूनियन पर भी बात हुई और मेरे लुक अहेड पर भी, जो ब्रिटिश आइलैंड्स के फैलने में नाकामयाबी के कारण हमारी नस्ल के फिर से जुड़ने की भविष्यवाणी करता है। मेरा मानना था कि इंग्लिश चर्च का ख़त्म होना ज़रूरी था, क्योंकि दूसरे कारणों के अलावा ये एक अजीब बात थी, नस्ल के किसी और हिस्से में यह नहीं था।
हर दूसरे इंग्लिश बोलने वाले राज्य में सभी धर्मों को बढ़ावा दिया गया, किसी को भी पसंद नहीं किया गया। मिस्टर ग्लैडस्टोन ने पूछा, आप हमारे स्थापित चर्च को कब तक जीने देंगे? मेरा जवाब था कि मैं कोई तारीख तय नहीं कर सकता। चर्चों को खत्म करने का उन्हें मुझसे ज्यादा अनुभव था। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए। जब मैंने ब्रिटेन में आबादी में एक खास कमी के बारे में डिटेल में बताया, जो दूसरे बड़े एरिया वाले देशों के मुकाबले जरूर आएगी, तो उन्होंने पूछा, आप उसके लिए क्या भविष्य देखते हैं? मैंने पुराने देशों में ग्रीस का जिक्र किया और कहा कि शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि चौसर, शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन, बर्न्स, स्कॉट, स्टीवेंसन, बेकन, क्रॉमवेल, वैलेस, ब्रूस, ह्यूम, वॉट, स्पेंसर, डार्विन और दूसरे सेलिब्रिटी यहाँ पैदा हुए। जीनियस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। बहुत समय बाद जब ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियल देश के तौर पर खास तौर पर नहीं बन पाया, अपनी गिरावट से नहीं बल्कि दूसरों की ज़्यादा ग्रोथ से, मेरी राय में वो मॉडर्न ग्रीस बन सकता है और देशों में मोरल टॉपिक हासिल कर सकता है। उसने शब्द पकड़ लिए और सोचते हुए उन्हें दोहराया, मोरल टॉपिक, मुझे वह पसंद है, मुझे वह पसंद है। मैंने पहले कभी किसी आदमी के साथ कॉन्फ्रेंस का इतना मज़ा नहीं लिया था। मैं उनसे दोबारा हावर्डन में मिला, लेकिन उनसे मेरी आखिरी मुलाकात 1897 की सर्दियों में कांस में लॉर्ड रैंडल के यहाँ हुई थी, जब वे बहुत बीमार थे। उनमें अब भी वही पुराना चार्म था और वे मेरी भाभी लूसी पर खास ध्यान देते थे, जिन्होंने उन्हें तब पहली बार देखा था और बहुत इम्प्रेस हुई थी। जैसे ही हम गाड़ी से निकले, वह धीरे से बोली, एक बीमार चील, एक बीमार चील। उस दिन मुझे इस कमज़ोर और थके हुए लीडर के बारे में इससे बेहतर कुछ नहीं बताया जा सकता था। एमपी के साथ बिजनेस रिलेशन शुरू किए थे, जो एक बहुत काबिल आदमी, एक सख्त रेडिकल और एक असली रिपब्लिकन थे। हमने कई ब्रिटिश अखबार खरीदे और रेडिकल लाइनों पर पॉलिटिकल प्रोग्रेस का कैंपेन शुरू किया। पासमोर एडवर्ड्स और कुछ और लोग हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं था। मेरे ब्रिटिश दोस्तों के बीच तालमेल नहीं बना और आखिर में मैंने पीछे हटने का फैसला किया, जो मैं खुशकिस्मती से बिना किसी नुकसान के कर पाया। मेरा तीसरा लिटरेरी वेंचर, ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी, इस बात से शुरू हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला विदेशी, या यहाँ तक कि ब्रिटिश भी, अमेरिका के बारे में कितना कम जानता था और वह थोड़ी सी जानकारी कितनी गलत थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि इन जाने माने अंग्रेज़ों को तब रिपब्लिक के बारे में क्या नहीं पता था। 1882 में मिस्टर ग्लैडस्टोन के साथ मेरी पहली बातचीत कभी नहीं भूली जा सकती। जब मुझे यह कहने का मौका मिला कि ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाली जाति अब रिपब्लिकन है और कुछ ही मोनार्किस्ट बचाव की मुद्रा में है, तो उन्होंने कहा, क्यों? ऐसा कैसे? ठीक है मिस्टर ग्लैडस्टोन, मैंने कहा, रिपब्लिक का दबदबा ग्रेट ब्रिटेन और उसकी सभी कॉलोनियों की आबादी से भी ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोगों पर है, भले ही इंग्लिश बोलने वाली कॉलोनियों की संख्या दोगुनी हो। आह! ऐसा कैसे? आपकी आबादी कितनी है? 66 मिलियन, और आपकी आबादी आधी से ज़्यादा नहीं है। आह! हाँ, हैरानी की बात है। देशों की दौलत के बारे में उनके लिए यह जानना भी उतना ही हैरानी की बात थी कि 1880 की जनगणना ने साबित कर दिया कि 100 साल पुराना रिपब्लिक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और उनकी सारी कमाई हुई पूंजी और इन्वेस्टमेंट को खरीद सकता है और फिर ब्रिटेन का कर्ज चुका सकता है और फिर भी उसकी दौलत खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह थी जो मैं तब कह पाया जब फ्री ट्रेड के सवाल पर बात हुई। मैंने बताया कि अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। मुझे याद है कि बाद में लॉर्ड चांसलर हाल्डेन भी यही गलती कर बैठे थे। उन्होंने ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश कहा था और मुझे सही बात बताने के लिए धन्यवाद दिया था। मैंने मुलहॉल के आंकड़े बताए। 1880 में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग 816 मिलियन स्टर्लिंग, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग 1126 मिलियन स्टर्लिंग। उनका एक शब्द था, अविश्वसनीय। इसके बाद और भी चौंकाने वाली बातें हुईं और उन्होंने पूछा, कोई लेखक इस विषय को क्यों नहीं उठाता और तथ्यों को दुनिया के सामने आसान और सीधे रूप में क्यों नहीं पेश करता? असल में मैं तब ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, जिसमें मेरा इरादा वही काम करने का था जो उसने बताया था, जैसा कि मैंने उसे बताया था।
राउंड वर्ल्ड और अमेरिकन फोर इन हैंड ने मुझे ज़रा भी मेहनत नहीं करवाई। लेकिन ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी की तैयारी, जिसे मैंने 1882 में शुरू किया था, बिल्कुल अलग मामला था। इसके लिए लगातार मेहनत वाली मेहनत की ज़रूरत थी। आंकड़ों को देखना और उन्हें अरेंज करना था, लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, स्टडी दिलचस्प होती गई। कुछ महीनों तक ऐसा लगा जैसे मेरा सिर आंकड़ों से भरा हुआ है। घंटे बिना ध्यान दिए बीत गए। जब मुझे लगा कि दोपहर हो गई है, तब शाम हो गई थी। मेरी ज़िंदगी की दूसरी गंभीर बीमारी इस काम से मुझ पर आए तनाव की वजह से हुई, क्योंकि मुझे बिज़नेस भी करना था। आंकड़ों जैसी दिलचस्प चीज़ पर दोबारा भरोसा करने से पहले मैं 2 बार सोचूँगा। हर्बर्ट स्पेंसर और उनके शिष्य। हर्बर्ट स्पेंसर अपने दोस्त मिस्टर लॉट और मेरे साथ 1882 में लिवरपूल से न्यूयॉर्क तक सर्बियन जहाज़ में साथ-साथ यात्रा कर रहे थे। मेरे पास मिस्टर मॉर्ले का उनका एक परिचय पत्र था, लेकिन मैं उससे पहले लंदन में उस दार्शनिक से मिल चुका था। मैं उनका एक शिष्य था, एक बड़े यात्री के तौर पर। मैंने मिस्टर लॉट और उन्हें ज़िम्मेदारी दी। यात्रा के दौरान हम एक ही टेबल पर बैठे। एक दिन बातचीत इस बात पर आ गई कि महान लोगों ने पहली मुलाकात में हम पर क्या असर डाला। क्या वे वैसे ही साबित हुए जैसा हमने उनके बारे में सोचा था? हर एक ने अपना अनुभव बताया। मेरा अनुभव यह था कि कल्पना की गई चीज़ और शरीर में मौजूद चीज़ से ज़्यादा अलग कुछ नहीं हो सकता। ओह! मिस्टर स्पेंसर ने कहा, उदाहरण के लिए, क्या मेरे मामले में ऐसा था? हाँ, मैंने जवाब दिया, आप किसी से भी ज़्यादा। मैंने अपने टीचर को, महान शांत फिलॉसफर को बुद्ध की तरह सब चीज़ों पर ध्यान लगाए बिना हिले-डुले देखा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें चेशायर या चेडर चीज़ के सवाल पर इतना एक्साइटेड देखूंगा। एक दिन पहले जब स्टीवर्ड ने चेडर चीज़ पेश की, तो उन्होंने चिढ़कर उसे दूर धकेल दिया था और कहा था, चेडर, चेडर, चेशायर नहीं, मैंने कहा, चेडर। एक ऐसी गर्जना हुई जिसमें खुद संत से ज़्यादा कोई और दिल से शामिल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यात्रा की इस घटना का ज़िक्र किया है। स्पेंसर को कहानियाँ पसंद थीं और वह खूब हँसते थे। अमेरिकी कहानियाँ उन्हें दूसरों से ज़्यादा पसंद आती थीं और उनमें से मैं उन्हें कुछ ही सुना पाया, जिनके बाद अक्सर ज़ोरदार हँसी आती थी। वह हमारे वेस्टर्न टेरिटरीज़ के बारे में जानने के लिए बेचैन थे, जो उस समय यूरोप में ध्यान खींच रहे थे। और टेक्सास के बारे में मैंने उन्हें जो कहानी सुनाई, वह उन्हें मज़ेदार लगी। जब उस राज्य से निराश होकर लौटे एक प्रवासी से उस समय के बंजर देश के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा, अजनबी, टेक्सास के बारे में मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर टेक्सास और एच डैश एल मेरे होते, तो मैं टेक्सास बेच देता। उन शुरुआती दिनों से कितना बदलाव आया है। टेक्सास की आबादी अब 4 मिलियन से ज़्यादा है और कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा कपास पैदा करती है, जितना 1882 में पूरी दुनिया पैदा करती थी। जब मैं पिट्सबर्ग में फिलोसोफर के साथ घर पर था, तो मुझे एक और अमेरिकन कहानी याद आई। एक विजिटर गार्डन वॉक पर आने लगा। जब उसने गेट खोला, तो घर से एक बड़ा कुत्ता उस पर झपटा। वह पीछे हटा और ठीक समय पर गार्डन का गेट बंद कर दिया। होस्ट ने आवाज़ लगाई, वह तुम्हें छुएगा नहीं। तुम्हें पता है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। हाँ, विजिटर कांपते हुए बोला, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन क्या कुत्ते को पता है? एक दिन मेरे सबसे बड़े भतीजे को चुपचाप दरवाज़ा खोलते और जहाँ हम बैठे थे, वहाँ झांकते देखा गया। बाद में उसकी माँ ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, और 11 साल के लड़के ने जवाब दिया, मम्मा, मैं उस आदमी से मिलना चाहता था जिसने एक किताब में लिखा था कि ग्रामर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेंसर यह कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और अक्सर इसका जिक्र करता था। उसे अपने भतीजे पर भरोसा था। एक दिन उससे बात करते हुए उसने एक टनल के खिलाफ विरोध में साइन किए थे, कैलिस और डोवर को यह कहते हुए कि उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने बताया कि खुद के लिए भी वह टनल पाने के लिए उतने ही बेचैन थे जितना कोई और उन्हें इसके खिलाफ उठाए गए किसी भी ऑब्जेक्शन पर विश्वास नहीं था। लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स पर साइन किया, क्योंकि वह जानते थे कि उनके देश के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ब्रिटेन में मिलिट्री और नेवी का हिस्सा लोगों को भगा सकता है, उन्हें डरा सकता है और मिलिट्रिज्म को बढ़ावा दे सकता है। फिर आर्मी और नेवी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की जाएगी। उन्होंने एक डर का जिक्र किया जो एक बार पैदा हुआ था
और जिसमें कई मिलियन डॉलर का खर्च किलेबंदी में शामिल था, जो बेकार साबित हुई थी। एक दिन हम ग्रैंड होटल में अपने कमरों में बैठे थे और ट्राफल्गर स्क्वायर को देख रहे थे। लाइफ गार्ड्स गुजरे और ये बातें हुई। मिस्टर स्पेंसर, मैं कभी भी मेरी एंड्रयूज जैसे कपड़े पहने हुए आदमियों को दुखी और गुस्से में नहीं देखता कि 19वीं सदी में भी, जैसा कि हम खुद को सबसे सभ्य जाति मानते हैं, आज भी ऐसे आदमियों को ढूंढता है जो इसे एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाने को तैयार है। जब तक कि हाल ही में जेंटलमैन के लिए एकमात्र प्रोफेशन दूसरे आदमियों को मारने के सबसे पक्के तरीकों की स्टडी नहीं बन गया। मिस्टर स्पेंसर ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यह बढ़ रहा है, तो मैं एमर्सन की इस कहानी से शांत हो जाता हूँ। गुलामी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने पर उन्हें फैनुअल हॉल में प्लेटफॉर्म से हूटिंग और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा था। वह खुद को बहुत गुस्से में घर जाते हुए बताते हैं, जब तक कि उन्होंने अपने गार्डन का गेट खोलकर गेट और अपने छोटे से घर के बीच उगे ऊंचे एल्म के पेड़ों की डालियों से ऊपर नहीं देखा, तब तक उन्हें तारे चमकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उससे कहा, क्या इतनी गर्मी है मेरे छोटे सर? मैं हंसा और वह भी हंसा, और मैंने उस कहानी के लिए उसे धन्यवाद दिया। अक्सर मुझे खुद से दोहराना पड़ता है, क्या इतनी गर्मी है मेरे छोटे सर? और इतना ही काफ़ी है। मिस्टर स्पेंसर की अमेरिका यात्रा का क्लाइमेक्स डेल मोनिको में उनके लिए दी गई दावत में हुआ। मैं उन्हें गाड़ी से वहां ले गया और देखा कि वह महान आदमी वहां बहुत उदास था। वह उस भाषण के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा था जो उसे देना था। मेरा मानना है कि उसने पहले शायद ही कभी पब्लिक में बात की हो। उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का था कि वे कुछ ऐसा ना कह पाएं जिससे अमेरिकी लोगों को फायदा हो, जिन्होंने सबसे पहले उनके काम की तारीफ की थी। हो सकता है उन्होंने कई दावतों में हिस्सा लिया हो, लेकिन कभी भी इस दावत से ज्यादा जाने माने लोगों की मौजूदगी नहीं देखी। ये एक शानदार जमावड़ा था। सबसे काबिल लोगों ने स्पेंसर को जो श्रद्धांजलि दी, वह अनोखी थी। हद तो तब हुई जब हेनरी वॉर्ड बीचर ने अपना भाषण खत्म करते हुए मिस्टर स्पेंसर से इन शब्दों में कहा, मैं अपने पिता और अपनी माँ की वजह से अपनी शारीरिक काबिलियत के लिए जाना जाता हूँ। सर, मैं अपनी दिमागी काबिलियत के लिए आपका आभारी हूँ। एक मुश्किल समय में आपने दलदल और दलदल से सुरक्षित रास्ता दिखाया। आप मेरे टीचर थे। ये शब्द धीमे गंभीर लहजे में कहे गए थे। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इतनी गहरी भावना देखी हो। जाहिर है कि वे किसी शुक्रगुजार की तरफ से आई थी। मिस्टर स्पेंसर इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। इन बातों पर काफ़ी चर्चा हुई और उसके कुछ ही समय बाद मिस्टर बीचर ने कई प्रवचन दिए, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन पर अपने विचार बताए। इस सीरीज के आखिर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि स्पेंसर को अपना टीचर मानने की उनकी बात से चर्च के लोगों में चिंता फैल गई थी। आखिरी आर्टिकल में और उनके भाषण में भी, अगर मुझे ठीक से याद है, मिस्टर बीचर ने कहा कि हालांकि वह एक हद तक इवोल्यूशन, डार्विनिज्म में विश्वास करते थे, फिर भी जब इंसान अपने सबसे ऊंचे इंसानी लेवल पर पहुंच गया, तो उसके बनाने वाले ने उसे और सभी जीवित चीजों में से सिर्फ इंसान को पवित्र आत्मा दी, जिससे वह भगवान जैसे लोगों के ग्रुप में आ गया। इस तरह उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया। मिस्टर स्पेंसर को मैकेनिकल डिवाइस में बहुत दिलचस्पी थी। जब वे मेरे साथ हमारे काम पर आते थे, तो नए अप्लायंसेस उन्हें बहुत इम्प्रेस करते थे, और बाद के सालों में वे कभी-कभी इनका ज़िक्र करते थे और कहते थे कि अमेरिकी इन्वेंशन और पुश के बारे में उनका अंदाज़ा पूरी तरह से सच हो गया है। अमेरिका में उन्हें जो इज़्ज़त और ध्यान दिया जाता था, उससे वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। मैं शायद ही कभी इंग्लैंड गया हो और उनसे मिले बिना, तब भी नहीं जब वे ब्राइटन चले गए थे ताकि वे समुद्र को देखते हुए रह सकें, जो उन्हें अच्छा लगता था और सुकून देता था। मैं कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला जो हर काम, हर शब्द, यहाँ तक कि सबसे छोटी बात को भी इतनी सावधानी से तौलता हो और अपनी अंतरात्मा से गाइडेंस पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। वे धार्मिक मामलों में मजाक नहीं उड़ाते थे। हालांकि थियोलॉजी के क्षेत्र में उन्हें मर्यादा का बहुत कम ध्यान था। उन्हें एक बहुत ही गलत सिस्टम लगा जो सच्ची तरक्की में रुकावट डालता था, और इनाम और सज़ा का विचार उन्हें सच में बहुत ही घटिया लोगों को पसंद आने वाला लगा। फिर भी जब कुछ पुराने विचारों पर चर्चा हो रही थी, तो वह कभी भी टेनिसन की तरह आगे नहीं बढ़े। नोल्स ने मुझे बताया कि टेनिसन ने खुद पर कंट्रोल खो दिया था।
नोल्स ने कहा कि वह कवि के बेटे की जिंदगी से बहुत निराश थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता की सख्त थियोलॉजी के खिलाफ बगावत की कोई सही तस्वीर नहीं दिखाई। स्पेंसर हमेशा शांत फिलोसोफर रहे। मेरा मानना है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जब भी रेस होती थी, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया या किसी इंसान के साथ अन्याय नहीं किया। वह निश्चित रूप से अपने सभी कामों में सबसे ईमानदार लोगों में से एक थे जो कभी पैदा हुए। बहुत कम लोग किसी दूसरे इंसान को मुझसे ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि शायद ही कोई उनसे और डार्विन से ज़्यादा उनका एहसानमंद रहा हो। बीते ज़माने की थियोलॉजी के खिलाफ रिएक्शन उन कई लोगों में आता है जो जवानी में चर्च के लोगों से घिरे रहे हैं, जो पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट थे कि भविष्य की खुशी के लिए ज़रूरी सच्चाई और विश्वास सिर्फ सबसे सख्त कैल्विनिस्टिक पंथों से ही मिल सकते हैं। सोचने वाला युवा स्वाभाविक रूप से इससे सहमत होता है। वह विकास के एक खास समय तक यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि उसके आसपास के सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जिनसे वह उदाहरण और सीख लेता है, जो मानते हैं वह सच ही होगा। वह शक को यह मानकर रोकता है कि यह शैतान की प्रेरणा है जो उसकी आत्मा की तलाश कर रहा है, और जब तक विश्वास उसे बचाने नहीं आता, उसे मिलना तय है। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही पता चलता है कि विश्वास उसके इशारे पर नहीं चल रहा है। उसे लगता है कि असली पाप ही इस नाकामी की जड़ है, कि वह जैसा देखना चाहता है वैसा नहीं देख पाता, जैसा वह मानना चाहता है वैसा नहीं मान पाता। उसे यह साफ लगता है कि वह पहले से ही खोए हुए लोगों में से एक से थोड़ा ही बेहतर है। चुने हुए लोगों में से वह पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिनिस्टर, एल्डर और पक्के ऑर्थोडॉक्स लोग होने चाहिए। वह जवान आदमी जल्द ही लगातार बगावत करने लगता है, दूसरों के साथ भगवान जैसा बनने की कोशिश करता है, बाहर से पंथ और उसकी सभी शिक्षाओं को मानता है, और फिर भी दिल से अपने अंदर के शक के साथ अपनी बाहरी अच्छाई को पूरी तरह से मिला नहीं पाता। अगर उस आदमी में समझदारी और अच्छाई है तो एक ही नतीजा हो सकता है। वह है कार्लाइल की अपनी भयानक लड़ाई के बाद की स्थिति, जब हफ्तों की तकलीफ के बाद वह सामने आया। अगर यह अविश्वसनीय है तो भगवान के नाम पर इसे बदनाम कर दिया जाए। इसके साथ ही शक और डर का बोझ उससे हमेशा के लिए उतर गया। जब मैं अपने 3 या 4 वरदान साथियों के साथ थियोलॉजी, जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट भी शामिल था, और असल में दूसरों के जरिए प्रायश्चित के जरिए मुक्ति की पूरी स्कीम और उस पर बनी पूरी बनावट के बारे में शक की। इसकी कैसे इंसान ने ऐसे मेंटल फूड खाए जो उसके लिए फ़ायदेमंद थे, जो फ़ायदेमंद थे उन्हें बनाए रखा, जो नुकसानदायक थे उन्हें ठुकरा दिया। मुझे याद है कि रोशनी बाँध की तरह आई और सब कुछ साफ़ हो गया। मैंने ना सिर्फ थियोलॉजी और सुपरनैचुरल चीज़ों से छुटकारा पा लिया था, बल्कि मुझे इवोल्यूशन का सच भी मिल गया था। सब ठीक है क्योंकि सब बेहतर होता है। मेरा मोटो बन गया, मेरे आराम का सच्चा ज़रिया। इंसान को अपनी गिरावट की आदत के साथ नहीं बनाया गया था, बल्कि वह नीचे से ऊपर ऊँचे रूपों में पहुँचा था, और न ही उसके परफ़ेक्शन की ओर बढ़ने का कोई सोचा जा सकने वाला अंत है। उसका चेहरा रोशनी की तरफ है। वह धूप में खड़ा है और ऊपर देख रहा है। इंसानियत एक जीव है जो अपने आप ही हर नुकसानदायक यानी गलत चीज को नकार देती है और कोशिश के बाद जो फायदेमंद यानी सही है उससे अपना लेती है। अगर ऐसा होता तो हमें मानना होगा कि यूनिवर्स के आर्किटेक्ट ने दुनिया और इंसान को परफेक्ट बनाया होता, बुराई और दर्द से आज़ाद नौ जैसा स्वर्ग में फरिश्तों को माना जाता है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इंसान को पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत दी गई है। ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दूसरे देशों की दूसरी पवित्र किताबों की तरह अतीत के रिकॉर्ड के तौर पर और उनसे मिलने वाली अच्छी सीखों के लिए कीमती हैं। बाइबल के पुराने लेखकों की तरह हमारे विचार भी इसी जीवन और यहाँ हमारे कर्तव्यों पर टिके होने चाहिए। महान ज्ञानी और शिक्षक कन्फ्यूशियस कहते हैं, इस दुनिया के कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना, किसी और की चिंता न करना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। अगली दुनिया और उसके कर्तव्यों के बारे में हम तब सोचेंगे जब हम उसमें होंगे। मैं धूप में धूल के एक कण जैसा हूँ, और इस गंभीर, रहस्यमयी, अनजानी दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पीछे हट जाता हूँ। मुझे एक सच दिखाई देता है। फ्रैंकलिन सही थे। भगवान की सबसे बड़ी पूजा इंसान की सेवा है। हालांकि ये सब अमर होने की हमेशा रहने वाली उम्मीद को नहीं रोकता है,
भविष्य के जीवन में पैदा होना इस वर्तमान जीवन में जीने के लिए पैदा होने से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होगा। एक बनाया गया है तो दूसरा क्यों नहीं? इसीलिए अमर होने की उम्मीद करने का कारण है। आइए उम्मीद करें। ब्लेन और हैरिसन, कोई अपनी कंपनी से जाना जाता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कोई अपनी कहानियों से भी जाना जाता है। मिस्टर ब्लेन उन सबसे अच्छे कहानीकारों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला। उनका नेचर बहुत खुशमिजाज था और हर मौके के लिए उनके पास एक मज़ेदार, तीखी कहानी होती थी। यॉर्क टाउन में मिस्टर ब्लेन का भाषण, मैं उनके साथ वहाँ गया था, बहुत पसंद किया गया था। इसमें अंग्रेज़ी बोलने वाली 2 जातियों के बीच पनपी अच्छी दोस्ती पर ख़ास ध्यान दिया गया था और ये उम्मीद के साथ ख़त्म हुआ कि दोनों देशों के बीच मौजूदा शांति और अच्छाई आने वाली कई सदियों तक बनी रहेगी। जब उन्होंने मुझे यह पढ़कर सुनाया तो मुझे याद है कि कई शब्द अजीब लगा और मैंने कहा, मिस्टर सेक्रेटरी, क्या मैं एक शब्द बदलने का सुझाव दे सकता हूँ? मुझे कई पसंद नहीं है, आने वाली सभी सदियों क्यों नहीं? अच्छा, ये एकदम सही है। और इसलिए भाषण में कहा गया, आने वाली सभी सदियों के लिए। यॉर्क टाउन से लौटते समय हमारी रात बहुत अच्छी रही और चांदनी में जहाज के पिछले हिस्से में बैठे मिलिट्री बैंड आगे आगे बजा रहा था। हमने म्यूजिक के असर के बारे में बात की। मिस्टर ब्लेन ने कहा कि उस समय उनका पसंदीदा स्वीट बाय एंड बाय था, जिसे उन्होंने आखिरी बार प्रेसिडेंट गारफील्ड के अंतिम संस्कार में उसी बैंड को बजाते हुए सुना था और उन्होंने सोचा कि उस मौके पर वह मीठी आवाज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे जितना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यह उस रात बजाया जाने वाला आखिरी पीस हो। उन्हें और ग्लैडस्टोन दोनों को सिंपल म्यूज़िक पसंद था। वे बीथोवेन और क्लासिक मास्टर्स का मज़ा ले सकते थे, लेकिन वैगनर उनके लिए अभी भी एक सीलबंद किताब थी। जब मैंने पूछा कि कांग्रेस में उनका अब तक का सबसे सफल भाषण कौन-सा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह पेंसिल्वेनिया के जर्मन पूर्व गवर्नर रिटर का था। अंदरूनी मीठे पानी के लिए पैसे देने वाला पहला बिल विचाराधीन था। हाउस बंटा हुआ था। कट्टर कंस्ट्रक्शनिस्ट इसे गैर संवैधानिक मानते थे। सिर्फ खारे समुद्र के किनारे के बंदरगाह ही फेडरल सरकार के अधीन थे। मुकाबला कड़ा था और नतीजा शक वाला था। तभी हाउस गवर्नर रिटर को हैरानी हुई और वे पहली बार धीरे धीरे उठे। तुरंत सन्नाटा छा गया। वह बूढ़ा जर्मन पूर्व गवर्नर क्या कहने वाला था, वह जिसने कभी कुछ कहा ही नहीं था। बस इतना, मिस्टर स्पीकर, मुझे संविधान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूँ, मैं ऐसे संविधान के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा जो मीठे पानी और नमक दोनों में नहीं धुलता। हाउस में जोरदार हंसी गूंज उठी और बिल पास हो गया। इस तरह ये नया बदलाव आया और सरकार के पैसे खर्च करने और आर्मी और नेवी के इंजीनियरों को नौकरी देने का सबसे फायदेमंद तरीका सामने आया। सरकार जो थोड़ा पैसा खर्च करती है, उससे इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। इस तरह हमारा लचीला संविधान बढ़ती आबादी की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ता है। अगर आज हमें संविधान का मतलब समझने दिया जाए, तो कौन संविधान बनाएगा? मिस्टर ब्लेन की सबसे अच्छी कहानी, अगर इतनी सारी बेहतरीन कहानियों में से कोई एक चुनी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि ये थी। गुलामी और अंडरग्राउंड रेलरोड के दिनों में गैलीपोलिस के पास ओहायो नदी के किनारे जज फ्रेंच नाम के एक जाने माने डेमोक्रेट रहते थे, जिन्होंने कुछ गुलामी विरोधी दोस्तों से कहा कि वह चाहेंगे कि वे नदी पार करने वाले पहले भागे हुए नीग्रो को अपने ऑफिस ले आएं, जो अंडरग्राउंड से उत्तर की ओर जाए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वे भागना क्यों चाहते थे। ये हो गया और यह बातचीत हुई। जज, तो तुम केंटकी से भाग गए हो? बुरा मालिक, मुझे लगता है। गुलाम, ओह नहीं जज। बहुत अच्छा, दयालु मालिक। जज, उसने तुमसे बहुत ज्यादा काम लिया। गुलाम, नहीं साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुद से ज्यादा काम नहीं लिया। जज, हिचकिचाते हुए, उसने तुम्हें खाने के लिए काफी नहीं दिया? गुलाम, केंटक में खाने के लिए काफी नहीं? ओह लोअर, खाने के लिए काफी है। जज, उसने तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिए? गुलाम, मेरे लिए काफी अच्छे कपड़े। जज, जज, क्या तुम्हारे पास आरामदायक घर नहीं था? गुलाम, ओह लोअर,
पुराने कैंटक में अपने सुंदर छोटे केबिन के बारे में सोचकर मुझे रोना आता है। जज, थोड़ी देर रुकने के बाद, तुम्हारा मालिक अच्छा और दयालु था। तुम पर ज्यादा काम नहीं था। खाने को बहुत कुछ था, अच्छे कपड़े थे, बढ़िया घर था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों भागना चाहते थे। गुलाम, ठीक है जज, मैं इस स्थिति को खुला छोड़ता हूँ। तुम जाकर लिख सकते हो और ले लो। जज को एक बड़ी रोशनी दिखी थी। आजादी के हजारों आकर्षण हैं कि गुलाम चाहे कितने भी खुश हों, कभी नहीं जानते कि इतनी बड़ी संख्या में अश्वेत लोगों ने आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये सबसे अच्छा संभव सबूत है कि वे धीरे धीरे रिपब्लिक में नागरिकता के पूरे स्तर तक पहुंचेंगे। मैंने मिस्टर ब्लेन को क्लूनी में हमारे साथ रहते हुए जितना खुश देखा, उतना कभी नहीं देखा। वह फिर से एक लड़का था और हम साथ में एक मज़ेदार पार्टी थे। उसने कभी मक्खी से मछली नहीं पकड़ी थी। मैं उसे लोच लैगन पर ले गया और उसने अजीब तरह से शुरू किया, जैसा कि सभी करते हैं। लेकिन उसने जल्द ही झूला पकड़ लिया। मैं उसकी पहली पकड़ को कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दोस्त, तुमने मुझे ज़िंदगी में एक नया मज़ा सिखाया है। मैन में 100 मछली पकड़ने वाली झीलें हैं और मैं भविष्य में अपनी छुट्टियां उन पर ट्राउट फिशिंग करते हुए बिताऊंगा। क्लूनी में जून में रात नहीं होती और हम देर रात तक लॉन पर चमकते रहे। मिसेस ब्लेन, मिस डॉज, मिस्टर ब्लेन और दूसरे मेहमान स्कॉच रील बनाने की कोशिश कर रहे थे और हाईलैंडर्स की तरह ह्यूपिंग कर रहे थे। उन 2 हफ्तों में हम खूब मौज मस्ती कर रहे थे। एक रात बाद न्यूयॉर्क में हमारे घर पर डिनर पर, जिसमें ज़्यादातर हमारे क्लूनी विजिटर थे, मिस्टर ब्लेन ने कंपनी को बताया कि उन्हें क्लूनी में पता चला कि असली छुट्टी क्या होती है। ये तब होता है जब छोटी छोटी बातें जिंदगी की सबसे गंभीर घटनाएं बन जाती हैं। 1888 में प्रेसिडेंट हैरिसन के प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन की खबर मिस्टर ब्लेन को तब मिली जब वे हमारे साथ एक कोचिंग ट्रिप पर थे। मिस्टर और मिसेस ब्लेन, मिस मार्गरेट ब्लेन, सीनेटर और मिसेस हेल, मिस डॉज और वॉल्टर डैमरोश लंदन से क्लूनी कैसल तक हमारे साथ कोच में थे। एडिनबर्ग से लिनलिथ को पहुंचते समय हमने होटल में प्रोवोस्ट और मजिस्ट्रेट को अपने शानदार कपड़ों में हमें लेने के लिए पाया। मैं उनके साथ था जब मिस्टर ब्लेन कमरे में आए। उनके हाथ में एक केबलग्राम था, जिसे उन्होंने मुझे दिखाते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब है। उस पर लिखा था, सिफर का इस्तेमाल करें। यह शिकागो कन्वेंशन में सीनेटर एल्किंस का था। मिस्टर ब्लेन ने पिछले दिन केवल भेजा था, जिसमें उन्होंने ओहायो के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी शेयरमैन के सहमत होने तक नॉमिनेशन लेने से मना कर दिया था। और सीनेटर एल्किंस बेशक यह पक्का करना चाहते थे कि वह मिस्टर ब्लेन के साथ बातचीत कर रहे हैं, न कि किसी घुसपैठिए के साथ। मैंने मिस्टर ब्लेन से कहा कि सीनेटर ने जाने से पहले मुझसे मिलने के लिए फ़ोन किया था और सुझाव दिया कि हमारे पास जाने माने उम्मीदवारों के लिए सिफर शब्द होने चाहिए। मैंने उन्हें कुछ दिए और एक कॉपी पर्ची पर रख ली, जिसे मैंने अपनी पॉकेट बुक में रख लिया। मैंने देखा और किस्मत से वह मिल गई। ब्लेन विक्टर थे, हैरिसन ट्रंप, न्यू जर्सी के फेल्प्स, स्टार वगैरह। मैंने ट्रंप और से स्टार को वायर किया। यह शाम की बात है। हम रात के लिए सो गए और अगले दिन शहर के अधिकारियों ने पूरी पार्टी को उनके कपड़ों में मेन स्ट्रीट से महल के मैदान तक परेड कराई, जो झंडों से अच्छी तरह सजा हुआ था। स्वागत भाषण दिए गए और उनका जवाब दिया गया। मिस्टर ब्लेन को लोगों ने बुलाया और उन्होंने एक छोटे से भाषण में जवाब दिया। तभी उन्हें एक केबलग्राम दिया गया। हैरिसन और मॉर्टन नॉमिनेट हुए। फेल्प्स ने मना कर दिया था। इस तरह मिस्टर ब्लेन का सभी पॉलिटिकल ऑफिसों में सबसे ऊंचा पद पाने का मौका हमेशा के लिए चला गया। इंग्लिश बोलने वाली जाति के ज्यादातर लोगों द्वारा चुना जाना। लेकिन एक बार उन्हें प्रेसिडेंट पद के लिए आसानी से चुना गया और न्यूयॉर्क स्टेट से बाहर कर दिया गया, जैसा कि आखिरकार साफ तौर पर साबित हो गया। अपराधियों को अगले चुनाव में उसी धोखाधड़ी को दोहराने की कोशिश के लिए सजा दी गई। मिस्टर ब्लेन हैरिसन की कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर एक पक्की सफलता थी एंड पैन अमेरिकन कांग्रेस उनकी सबसे शानदार जीत थी। मेरा एकमात्र पॉलिटिक्स अपॉइंटमेंट इसी समय हुआ और वह कांग्रेस में यूनाइटेड स्टेट्स डेलीगेट का था।
इससे मुझे साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स और उनकी अलग-अलग समस्याओं का एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिया मिला। हम सभी रिपब्लिक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ब्राज़ील को छोड़कर एक साथ बैठे। एक सुबह यह अनाउंसमेंट हुआ कि एक नए संविधान को मंजूरी मिल गई है। ब्राज़ील सिस्टरहुड का मेंबर बन गया था, जिससे कुल 17 रिपब्लिक्स हो गए थे, अब 21। ब्राज़ील के रिप्रेजेंटेटिव्स का ज़ोरदार तालियां बजीं और इस तरह अचानक ऊंचे उठ जाने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुझे साउथ अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स अपने बड़े भाई के इरादों पर थोड़ा शक करते हुए लगे। आज़ादी की एक सेंसिटिव भावना दिख रही थी, जिसे पहचानना हमारा फ़र्ज़ बन गया। मुझे लगता है कि इसमें हम कामयाब हुए, लेकिन आने वाली सरकारों को हमारे दक्षिणी पड़ोसियों की नेशनल फीलिंग का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। हमें कंट्रोल नहीं, बल्कि पूरी बराबरी की शर्तों पर दोस्ताना सहयोग चाहिए। मैं मैनुअल क्विंटाना के बगल में बैठा था, जो बाद में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने। उन्हें कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी थी और एक दिन एक छोटे से मुद्दे पर वे काफ़ी आलोचनात्मक हो गए, जिससे उनके और चेयरमैन ब्लेन के बीच जोश में बहस हो गई। मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत एक भाषा से दूसरी भाषा में गलत अनुवाद से हुई थी। मैं उठा, प्लेटफॉर्म पर चेयरमैन के पीछे खिसक गया और उनके पास से गुजरते हुए फुसफुसाया कि अगर स्थगन का प्रस्ताव रखा जाता है तो मुझे पक्का मत है कि मतभेदों को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैं अपनी सीट पर वापस आया और स्थगन का प्रस्ताव रखा और इंटरवल के दौरान सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया। डेलीगेट्स के पास से गुजरते हुए जब हम हॉल से निकलने वाले थे, एक घटना हुई जो मुझे लिखते समय याद आ रही है। एक डेलीगेट ने एक हाथ मेरे चारों ओर डाला और दूसरे हाथ से मेरी छाती थपथपाते हुए कहा, मिस्टर कार्नेगी, आपके पास यहाँ से ज़्यादा है, अपनी जेब की ओर इशारा करते हुए। हमारे दक्षिणी भाई बहुत प्यार से प्रदर्शन करते हैं, गर्म मौसम और गर्म दिल। 1891 में प्रेसिडेंट हैरिसन मेरे साथ वॉशिंगटन से पिट्सबर्ग गए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कार्नेगी हॉल और लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए, जिसे मैंने एलेगेनी सिटी को दिया था। हमने दिन के उजाले में बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड से यात्रा की और यात्रा का आनंद लिया। प्रेसिडेंट वहाँ के नज़ीरों से खास तौर पर खुश थे। अंधेरे में पिट्सबर्ग पहुंचने पर जलते हुए कोक ओवन और धुएं और आग के घने खंभों ने उन्हें हैरान कर दिया। पहाड़ियों की चोटियों से पिट्सबर्ग का मशहूर वर्णन ढक्कन हटाए बिना एच.एल. उन्हें सबसे सही लगा। वह पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पिट्सबर्ग का दौरा किया था। हालांकि प्रेसिडेंट हैरिसन उनके दादा चुनाव के बाद वॉशिंगटन जाते समय वहां स्टीम बोट से कैनाल बोट पर गए थे। उद्घाटन समारोह में काफी लोग प्रेसिडेंट की मौजूदगी की वजह से आए थे और सब कुछ ठीक रहा। अगली सुबह प्रेसिडेंट हमारे स्टील वर्क्स देखना चाहते थे और उन्हें वहां ले जाया गया, जहां काम करने वालों ने उनका अच्छे से स्वागत किया। जैसे जैसे हम वहां से गुजरे, मैंने डिपार्टमेंट के हर मैनेजर को बुलाया और उन्हें पेश किया। आखिर में जब मिस्टर श्वाब को पेश किया गया, तो प्रेसिडेंट मेरी तरफ मुड़े और बोले, ये कैसे मिस्टर कार्नेगी, आप तो मुझे सिर्फ लड़के ही पेश करते हैं। हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वे किस तरह के लड़के हैं? हाँ, हसलर्स, हर एक, उनका कमेंट था। वह सही थे। इस तरह के काम के लिए दुनिया में कहीं और ऐसे जवान लड़के नहीं मिल सकते थे। उन्हें बिना किसी खर्च या रिस्क के पार्टनरशिप में प्रमोट किया गया था। अगर प्रॉफिट से उनके शेयर नहीं मिलते, तो उन नौजवानों पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी। इस तरह पार्टनर्स को देना कॉरपोरेशंस में एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने से बहुत अलग है। प्रेसिडेंट के पिट्सबर्ग नहीं, बल्कि नदी के उस पार एलेगेनी दौरे का एक फ़ायदा हुआ। पिट्सबर्ग सिटी काउंसिल के सदस्यों ने मुझे याद दिलाया कि मैंने सबसे पहले पिट्सबर्ग को एक लाइब्रेरी और हॉल के लिए पैसे ऑफ़र किए थे, जिसे उसने मना कर दिया था। और फिर एलेगेनी सिटी ने पूछा था कि क्या मैं उन्हें पैसे दूंगा, जो मैंने दे दिए। प्रेसिडेंट का एलेगेनी में लाइब्रेरी और हॉल खोलने जाना और पिट्सबर्ग को नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा था। एलेगेनी सिटी के खुलने के अगली सुबह उनके अधिकारी मेरे पास फिर आए और पूछा कि क्या मैं पिट्सबर्ग के लिए अपना ऑफर रिन्यू करूंगा।
अगर हाँ, तो शहर मेंटेनेंस पर मेरे पहले माँगे गए पैसे से ज़्यादा खर्च करने को मान जाएगा और राज़ी हो जाएगा। मैं ये करने के लिए बहुत खुश था और 2.5 लाख के बजाय मैंने $10 लाख ऑफ़र किए। आइडियाज़ बढ़ गए थे। इस तरह कार्नेगी इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। पिट्सबर्ग के जाने-माने नागरिक आर्टिस्टिक चीज़ों पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के इस सेंटर में कुछ सालों से अपना परमानेंट ऑर्केस्ट्रा है। अमेरिका में बोस्टन और शिकागो ही ऐसे दूसरे शहर हैं जो इसका दावा कर सकते हैं। एक नेचुरलिस्ट क्लब और पेंटिंग का एक स्कूल खुल गया है। लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, म्यूजियम और म्यूजिक हॉल की सफलता, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक शानदार चौकड़ी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ये मेरा स्मारक है क्योंकि यहीं मैंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी बिताई और अपनी शुरुआत की, और आज मैं दिल से प्यारे पुराने स्मोकी पिट्सबर्ग का एक समर्पित बेटा हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर ने पिट्सबर्ग में हमारे साथ रहते हुए पिट्सबर्ग में लाइब्रेरी के मेरे पहले ऑफ़र के रिजेक्ट होने की कुछ बातें सुनी। जब दूसरा ऑफ़र आया तो उन्होंने मुझे लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे रिन्यू कर सकता हूँ। कभी नहीं कर सकता था। वे इसके लायक नहीं थे। मैंने फिलोसोफर को लिखा कि अगर मैंने पिट्सबर्ग को पहला ऑफ़र सिर्फ़ इसलिए दिया होता कि मुझे उसका थैंक्स मिल सकें, तो मैं उन पर्सनल तीरों और इल्ज़ामों का हकदार था जो मुझ पर चलाए गए कि सिर्फ़ मेरी ही बड़ाई और मेरी याद में एक स्मारक बनाने की कोशिश की जा रही थी। तब शायद मुझे भी वैसा ही महसूस होता जैसा उन्हें हुआ था। लेकिन क्योंकि मैंने पिट्सबर्ग के लोगों की भलाई को ध्यान में रखा था, जिनके बीच मैंने अपनी किस्मत बनाई थी, कुछ लोगों के बेबुनियाद शक ने उनकी भलाई के लिए काम करने की मेरी इच्छा को और बढ़ा दिया, उनके बीच ऊंची चीज़ों के लिए एक मजबूत असर पैदा करके। यह इंस्टीट्यूट ने किया है। शुक्र है किस्मत का। पिट्सबर्ग ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। वॉशिंगटन डिप्लोमेसी। प्रेसिडेंट हैरिसन एक सैनिक थे और प्रेसिडेंट होने के नाते उनका झुकाव थोड़ा लड़ने की तरफ था। उनके रवैये से उनके कुछ दोस्त परेशान थे। जब लॉर्ड सैलिसबरी को कनाडा के कहने पर बेहरिंग सागर के मामले में बीच बचाव करने के लिए ब्लेन एग्रीमेंट को मना करना पड़ा, तो वह इसके खिलाफ थे और बहुत सख्त कदम उठाने को तैयार थे। लेकिन शांत सलाह देने वालों की जीत हुई। वह साउथ के खिलाफ फोर्स बिल को भी बनाए रखने के लिए पक्के इरादे वाले थे। जब चिल्ली के साथ झगड़ा हुआ, तो एक समय ऐसा आया जब प्रेसिडेंट को ऐसा एक्शन लेने से रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था जिससे जंग हो सकती थी। उन्हें बहुत पर्सनल उकसावा मिला क्योंकि चिली के अधिकारियों ने। मैं वॉशिंगटन ये देखने गया था कि क्या मैं लड़ने वालों के बीच सुलह कराने के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पहले पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस का सदस्य होने के नाते मैं हमारे दक्षिणी सिस्टर रिपब्लिक के प्रतिनिधियों से जान पहचान कर चुका था और उनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते थे। किस्मत से मैं शोरहम होटल में घुस ही रहा था कि मैंने मिसौरी के सीनेटर हेंडरसन को देखा, जो कॉन्फ्रेंस में मेरे साथी डेलीगेट थे। वह रुके और मेरा स्वागत किया और सड़क के उस पार देखकर कहा, प्रेसिडेंट आपको बुला रहे हैं। मैं सड़क पार कर गया। हेलो कार्नेगी, आप कब पहुंचे? अभी अभी पहुंचा मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं होटल में घुस रहा था। आप यहाँ किस लिए हैं? आपसे बात करने के लिए। ठीक है, चलिए और चलते चलते बात करते हैं। प्रेसिडेंट ने मेरा हाथ पकड़ा और हम शाम के अंधेरे में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वॉशिंगटन की सड़कों पर घूमते रहे। इस दौरान बातचीत जोरों पर थी। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने मुझे पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के लिए एक डेलीगेट अपॉइंट किया है, कि उन्होंने साउथ अमेरिकन डेलीगेट्स को जाने से पहले भरोसा दिलाया था कि उन्होंने उनके सम्मान में एक मिलिट्री रिव्यू किया है, ताकि उन्हें पता चल सके कि अब हमारे पास आर्मी नहीं है, बल्कि हमारे पास कोई आर्मी नहीं है और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कि हम रिपब्लिक के परिवार में बड़े भाई हैं और अगर कोई झगड़ा हुआ तो उससे शांति से आर्बिट्रेशन से सुलझा लिया जाएगा। इसीलिए मुझे यह देखकर हैरानी और दुख हुआ कि वह अब साफ तौर पर एक अलग रास्ता अपना रहे थे, छोटे चिल्ली के साथ एक मामूली झगड़े में जंग छेड़ने की धमकी दे रहे थे। तुम एक न्यूयॉर्कर हो और सिर्फ बिजनेस और डॉलर के बारे में सोचते हो। न्यूयॉर्कर्स के साथ ऐसा ही होता है। उन्हें रिपब्लिक की इज्जत और सम्मान की कोई परवाह नहीं है। हिज एक्सेलेंसी ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के उन लोगों में से एक हूं जिन्हें जंग से सबसे ज्यादा फायदा होगा। स्टील का
सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर होने के नाते इससे मेरी जेब में लाखों आ सकते हैं। ठीक है, शायद आपके मामले में भी यही सच है। मैं भूल गया था। मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर मैं लड़ने वाला होता तो मैं अपने साइज़ का कोई चुनता। ठीक है, क्या आप किसी देश को उसके साइज़ की वजह से आपकी बेइज़्ज़ती करने देंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे अलावा कोई भी मेरी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता। इज़्ज़त के लिए लगे ज़ख्म खुद से ही लगने चाहिए। आप देखिए, हमारे नाविकों पर किनारे पर हमला हुआ और उनमें से 2 मारे गए और क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? उसने पूछा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता कि जब भी नशे में धुत नाविकों के बीच झगड़ा होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स बेइज़्ज़त होता है। इसके अलावा ये बिल्कुल भी अमेरिकन नाविक नहीं थे। वे विदेशी थे, जैसा कि आप उनके नामों से देख सकते हैं। मैं उस जहाज़ के कैप्टन को फटकार लगाने के लिए तैयार हो जाऊँगा जिसने नाविकों को किनारे जाने दिया, जबकि शहर में दंगे हो रहे थे और पब्लिक पीस पहले ही खराब हो चुका था। बातचीत तब तक चलती रही जब तक हम अंधेरे में व्हाइट हाउस के दरवाजे तक नहीं पहुँच गए। प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि उस रात उनका बाहर डिनर करने का प्लान है, लेकिन उन्होंने मुझे अगली शाम अपने साथ डिनर पर बुलाया। जब जैसा कि उन्होंने कहा सिर्फ़ परिवार होगा और हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं कल शाम आपके साथ रहूँगा। और इस तरह हम अलग हो गए। अगली सुबह मैं मिस्टर ब्लेन से मिलने गया, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अपनी सीट से उठे और दोनों हाथ आगे बढ़ाए। ओह! तुम कल रात हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे थे? जब प्रेसिडेंट ने मिसेस ब्लेन को बताया कि तुम शहर में हो, तो उन्होंने कहा, ज़रा सोचो, मिस्टर कार्नेगी शहर में हैं और मेरे पास यहाँ एक खाली सीट थी जिस पर वे बैठ सकते थे। ठीक है मिस्टर ब्लेन, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने जवाब दिया और फिर मैंने उन्हें बताया कि प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ था। हाँ, उन्होंने कहा, यह सच में अच्छी बात थी। प्रेसिडेंट को लगा होगा कि तुम और मैं टकरा गए हैं। वेस्ट वर्जीनिया के सीनेटर एल्किंस, जो मिस्टर ब्लेन के पक्के दोस्त हैं और प्रेसिडेंट के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अचानक अंदर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट को देखा है, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने कल शाम चिल्ली मामले पर मुझसे बात की थी और मैं इस विषय पर बहुत ज़ोर दे रहा था। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, सेनेटर एल्किंस ने कहा, ऐसा नहीं है कि मिस्टर कार्नेगी आपसे उतनी साफ बात करेंगे जितनी मुझसे करेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आपसे बात करते समय थोड़ा हिचकिचाएंगे। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, मुझे हिचकिचाहट का ज़रा भी संकेत नहीं दिखा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बात को सुलझा लिया गया, मिस्टर ब्लेन की शांति पॉलिसी की खासियत की वजह से। जैसा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने एक से ज़्यादा बार यूनाइटेड स्टेट्स को विदेशी मुसीबतों से दूर रखा। एक अग्रेसिव अमेरिकन होने की उनकी रेप्यूटेशन ने सच में उस महान आदमी को ऐसी छूट देने में मदद की, जो किसी और के देने पर शायद लोग आसानी से नहीं मानते। उस शाम डिनर पर प्रेसिडेंट से मेरी लंबी और दोस्ताना बातचीत हुई, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें आराम की ज़रूरत है, उन्हें हर हाल में चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका कुछ दिनों के लिए रेवेन्यू कटर पर जाने का इरादा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रैडली की मौत हो गई थी और उन्हें एक काबिल वारिस ढूंढना होगा। मैंने कहा कि एक ऐसा है जिसके बारे में मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमने साथ में मछली पकड़ी थी और हम इतने करीबी दोस्त थे कि हम एक दूसरे को बिना किसी दिलचस्पी के जज नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उसके बारे में पूछ सकते हैं। पिट्सबर्ग के मिस्टर शीरस को हर जगह सबसे अच्छे लोगों का मजबूत सपोर्ट मिला। अगर प्रेसिडेंट हैरिसन को मिस्टर शीरस जैसे आदमी नहीं मिलते, तो न तो मेरी सिफारिश और न ही किसी और की सिफारिश का प्रेसिडेंट हैरिसन को अपॉइंटमेंट लेने में ज़रा भी फ़र्क पड़ता। बेहरिंग सागर विवाद में प्रेसिडेंट इस बात से नाराज़ थे कि लॉर्ड सेलिसबरी ने उस सवाल को सुलझाने की शर्तों को मना कर दिया था जिस पर सहमति बन गई थी। प्रेसिडेंट ने इसे आर्बिट्रेशन के लिए भेजने के काउंटर प्रपोजल को मना करने का फैसला किया था। मिस्टर ब्लेन इस मामले में प्रेसिडेंट के साथ थे और जाहिर है, उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि उनका प्लान, जिसकी सैलिसबरी ने अपने एम्बेसडर के ज़रिए तारीफ़ की थी, उसे छोड़ दिया गया था। मैंने पाया कि वे दोनों किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं थे, हालांकि प्रेसिडेंट उन दोनों में से ज़्यादा उत्साहित थे। मिस्टर ब्लेन से अकेले में बात करते हुए मैंने उन्हें समझाया कि सैलिसबरी कमज़ोर हैं। कनाडा के विरोध के बावजूद वह उन शर्तों को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सके, जिन पर उन्होंने जल्दबाजी में सहमति जताई थी।
एक और बात थी, उनका न्यूफाउंडलैंड के साथ एक झगड़ा चल रहा था, जिसे न्यूफाउंडलैंड अपने फ़ायदे के लिए सुलझाने पर ज़ोर दे रहा था। ब्रिटेन की कोई भी सरकार कनाडा की नाराज़गी को न्यूफाउंडलैंड की नाराज़गी में नहीं जोड़ सकती थी। सैलिसबरी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कुछ समय बाद ब्लेन को इस बात का यकीन हो गया और वह प्रेसिडेंट को लाइन में लाने में कामयाब हो गए। बेहरिंग सागर की परेशानियों ने कुछ मज़ेदार हालात पैदा कर दिए। एक दिन कनाडा के प्रीमियर सर जॉन मैकडोनाल्ड और उनकी पार्टी वॉशिंगटन पहुंची और मिस्टर ब्लेन से इस बारे में प्रेसिडेंट के साथ एक इंटरव्यू का इंतज़ाम करने को कहा। मिस्टर ब्लेन ने जवाब दिया कि वह अगली सुबह प्रेसिडेंट से मिलेंगे और सर जॉन को बताएंगे। बेशक, मिस्टर ब्लेन ने घटना के ठीक बाद वॉशिंगटन में मुझे ये कहानी सुनाते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह पता था कि प्रेसिडेंट सर जॉन और उनके दोस्तों से ऑफिशियली नहीं मिल सकते, और जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उन्हें बता दिया, सर, जॉन ने कहा कि कनाडा आज़ाद है, उतना ही सॉवरेन जितना न्यूयॉर्क स्टेट यूनियन में था। मिस्टर ब्लेन ने जवाब दिया कि उन्हें डर था कि अगर उन्हें कभी कनाडा के प्रीमियर के तौर पर न्यूयॉर्क स्टेट अथॉरिटीज़ से इंटरव्यू मिला तो उन्हें जल्द ही वॉशिंगटन से इस बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, और न्यूयॉर्क स्टेट अथॉरिटीज़ को भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट और मिस्टर ब्लेन को यकीन था कि ब्रिटिश सरकार तय शर्तों को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सैलिसबरी के आर्बिट्रेशन के प्रपोजल को मान लिया, यह मानते हुए कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। यह मिस्टर ब्लेन के लिए बहुत बड़ी निराशा थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बेहरिंग सी पर दो छोटे जहाज रखने चाहिए, जिनमें किसी भी झंडे के नीचे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों पर चढ़ने या उन्हें पकड़ने का बराबर अधिकार हो। असल में एक जॉइंट पुलिस फोर्स। सेलिसबरी को पूरा क्रेडिट देने के लिए उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसडर सर जूलियन पॉन्सेफोटे को केवल भेजा ताकि वे मिस एक सही और भाईचारे वाला समझौता। सर जूलियन ने यह केवल मिस्टर ब्लेन को दिखाया था। मैं ये बताने के लिए यहाँ ये बता रहा हूँ कि काबिल और तैयार राजनेता जो सहयोग करने के लिए बेचैन रहते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर ब्लेन सच में एक महान राजनेता थे, बड़े विचारों वाले, सही फैसले लेने वाले और हमेशा शांति के पक्षधर। चिल्ली के साथ युद्ध, फोर्स बिल और बेहरिंग सागर के सवाल पर वह शांत, समझदार और शांति के पक्षधर थे। खासकर वह हमारी अपनी अंग्रेजी बोलने वाली जाति के और करीब आने के पक्ष में थे। फ्रांस के लिए उनके मन में बहुत शुक्रगुजार थे जो उसने हमारे क्रांतिकारी युद्ध में निभाया था, लेकिन इससे उनका आपा नहीं खोया। एक रात लंदन में डिनर पर मिस्टर ब्लेन एक पल के लिए बहुत करीब थे। क्लेटन बुलवर संधि का मुद्दा उठा। वहां मौजूद एक जाने माने राजनेता ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि मिस्टर ब्लेन हमेशा से मातृभूमि के दुश्मन रहे हैं। मिस्टर ब्लेन ने इससे इनकार किया, और जहां तक मुझे उनकी भावनाओं का पता है, ठीक ऐसा ही था। क्लेटन बुलवर संधि पर उनके लेटर का उदाहरण दिया गया। मिस्टर ब्लेन ने जवाब दिया, जब मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना और मुझे यह विषय उठाना पड़ा, तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आपके विदेश मामलों के सेक्रेटरी हमेशा हमें बताते थे कि महारानी क्या उम्मीद करती हैं, जबकि हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको बता रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट क्या उम्मीद करते हैं। जब मानते हैं कि आपने बातचीत का तरीका बदल दिया, उनसे पूछा गया। तुरंत जवाब आया, बस हालात बदल गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी ऐसी ताकत से उम्मीद करने के स्टेज से आगे निकल गया था जो उम्मीद करती है। मैंने बस आपके उदाहरण को फॉलो किया, और अगर महारानी कभी उम्मीद करने की कोशिश करती है तो प्रेसिडेंट हमेशा वही करते हुए पाए जाएंगे। मुझे डर है कि जब तक आप उम्मीद करते रहेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स भी बदले में उम्मीद करेगा। एक रात डिनर था जहां मिस्टर जोसेफ चैम्बरलेन और स्कॉटलैंड स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट सर चार्ल्स टेनेंट मेहमान थे। शाम को पहले वाले ने कहा कि उसका दोस्त कार्नेगी एक अच्छा आदमी है और वे सब उसे सफल होते देखकर खुश हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स उसे स्टील की रेल बनाने की नरमी के लिए हर साल 1 मिलियन स्टर्लिंग या उससे ज़्यादा की सुरक्षा क्यों दे रहा है। मिस्टर ब्लेन ने कहा, ठीक है, हम इसे उस नज़रिए से नहीं देखते। मुझे रेल रोड में दिलचस्पी है, और हम पहले आपको स्टील की रेल के लिए हर टन के लिए $90 प्रति टन देते थे, इससे कम कुछ नहीं। अब मेरे घर से निकलने से ठीक पहले
हमारे लोगों ने हमारे दोस्त कार्नेगी के साथ $30 प्रति टन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर कार्नेगी और दूसरों ने अटलांटिक के हमारे हिस्से में अपनी मैन्युफैक्चरिंग में अपना कैपिटल डेवलप करने का रिस्क नहीं लिया होता, तो हम आज भी आपको $90 प्रति टन दे रहे होते। यहाँ सर चार्ल्स ने बीच में टोका। आप यकीन रख सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे। $90 आप विदेशियों के लिए हमारी तय की गई कीमत थी। मिस्टर ब्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चैम्बरलेन, मुझे नहीं लगता कि आपने हमारे दोस्त कार्नेगी के खिलाफ कोई बहुत अच्छा केस बनाया है। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। मैं कैसे कर सकता था जब सर चार्ल्स ने मुझे इस तरह से बेनकाब कर दिया? मैं और सब हंस पड़े। ब्लेन एक बहुत कम बोलने वाले थे और उनकी बातों में यह बड़ी खूबी थी। मैंने उन्हें कभी कोई ऐसी कहानी सुनाते या कोई ऐसा शब्द बोलते नहीं सुना जो किसी के लिए भी, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा नखरे करने वाले लोगों के लिए भी, सुनने लायक ना हो। वह स्टील के जाल की तरह तेज़ थे, एक अच्छे साथी थे और वह एक बहुत अच्छे और फिर भी सुरक्षित प्रेसिडेंट बन सकते थे। मैंने उन्हें सच में कंज़र्वेटिव पाया और सभी इंटरनेशनल मामलों पर शांति के लिए मज़बूत थे। हे और मैकिनले। जॉन हे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हमारे अक्सर मेहमान थे और 1898 में स्किब्बो में हमारे पास आने से ठीक पहले प्रेसिडेंट मैकिनले ने उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के लिए घर बुलाया। उस ऑफिस में ऐसा रिकॉर्ड बहुत कम लोगों ने बनाया है। उन्होंने लोगों को अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा दिलाया और उनके सपने हमेशा ऊंचे रहते थे। उन्हें युद्ध से नफरत थी और जब उन्होंने इसे कहा तो उनका वही मतलब था जो उन्होंने कहा था, इंसान की सबसे क्रूर और फिर भी सबसे बेकार बेवकूफ़ी। जब मैं न्यूयॉर्क जाते समय लंदन में उनसे और हेनरी वाइट, सेक्रेटरी ऑफ लेगेशन और बाद में फ्रांस में एम्बेसडर, से मिला, तो फिलीपींस पर कब्जा एक बड़ा सवाल था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि दूर और अलग-अलग जगहों से बचने और अपने साम्राज्य को महाद्वीप के अंदर रखने, खासकर मिलिट्रिज्म के भंवर से दूर रखने की हमारी पारंपरिक पॉलिसी से गंभीर बदलाव के प्रस्ताव पर हमारे विचार एक जैसे थे। हे व्हाइट और मैंने लंदन में हे के ऑफिस में हाथ मिलाया और इस पर सहमत हुए। उससे पहले उन्होंने मुझे यह नोट लिखा था। लंदन, 22 अगस्त 1898। मेरे प्यारे कार्नेगी, मैं आपको स्किबो ग्राउस और आपके अच्छे लेटर के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने जितने अच्छे और बिना वजह के शब्द सुने और पढ़े हैं, उन्हें सुनना एक गंभीर और दिलचस्प बात है। मुझे लगता है कि वे किसी और आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मुझसे काम करने की उम्मीद की जा रही है। काश थोड़ी सी अच्छाई तब तक बची रहती जब तक मैं आखिरकार ऑफिस नहीं छोड़ देता। मैंने नॉर्थ अमेरिकन में आपका आर्टिकल बहुत दिलचस्पी से पढ़ा है। अभी की हालत में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे कितना सहमत हूँ। मेरे मन में बस एक ही सवाल है कि अब हम फिलीपींस से कितनी दूर जा सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह ज़रूरी सवाल मुझे हल करने के लिए नहीं दिया गया। ये एक अजीब किस्मत थी जिसने उन्हें वही काम सौंपा जिसके लिए उन्होंने खुद को बधाई दी थी, जो कभी उनका नहीं होगा। बॉक्सर की मुश्किलों में वे पहले अकेले चीन के दोस्त थे और उसके लिए शांति की सही शर्तें हासिल करने में कामयाब रहे। ब्रिटेन के लिए हमारी अपनी नस्ल के हिस्से के तौर पर उनका सम्मान गहरा था और यहाँ प्रेसिडेंट पूरी तरह से उनके साथ थे और क्यूबा युद्ध में स्पेन का साथ देने वाली दूसरी यूरोपियन ताकतों के खिलाफ खड़े होने के लिए ब्रिटेन के बहुत शुक्रगुजार थे। पनामा कैनाल से जुड़ी हे पॉन्सेफोर्टे ट्रीटी हम में से कई लोगों को ठीक नहीं लगी। सीनेटर एल्किंस ने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में दिए गए मेरे ऑब्जेक्शन उस दिन उनके पास पहुंचे जिस दिन उन्हें इस पर बोलना था और वे काम के थे। आर्टिकल छपने के तुरंत बाद वॉशिंगटन जाकर मैं सीनेटर हैना के साथ सुबह सुबह व्हाइट हाउस गया और पाया कि प्रेसिडेंट ट्रीटी में सीनेट के अमेंडमेंट को लेकर बहुत परेशान थे। मुझे सीनेट की ज़रूरतों को लेकर ब्रिटेन की तुरंत मंजूरी पर कोई शक नहीं था और मैंने ऐसा ही कहा। वह कोई भी समझदारी वाली बात देंगी क्योंकि हमें ही उस काम के लिए फंड देना था जिससे उन्हें हमारे बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता। सीनेटर हैना ने पूछा कि क्या मैंने जॉन को देखा है, जैसा कि वह और प्रेसिडेंट मैकिनले हमेशा मिस्टर हे को बुलाते थे। मैंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पास जाकर उनका हौसला बढ़ाऊं क्योंकि वह अमेंडमेंट को लेकर दुखी थे। मैंने वैसा ही किया।
मैंने मिस्टर हे को बताया कि क्लेटन बुलवर ट्रीटी में सीनेट ने बदलाव किया है और अब यह बात शायद ही किसी को पता थी और किसी को इसकी परवाह नहीं थी। हे पॉन्सेफोर्टे ट्रीटी को बदलाव के साथ ही लागू किया जाएगा और किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यह अपने असली रूप में है या नहीं। उन्हें इस पर शक था और उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके कुछ समय बाद उनके साथ खाना खाते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक सच्चा पैगंबर साबित हुआ हूँ और सब ठीक है। बेशक ठीक था। ब्रिटेन ने असल में हमें बता दिया था कि वह नहर बनना चाहता है और वह जैसा चाहे वैसा काम करेगा। नहर अब वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से अमेरिकी, जिसमें कोई इंटरनेशनल दिक्कतें मुमकिन नहीं हैं। शायद उस समय इसे बनाने लायक नहीं था, लेकिन काल्पनिक दुश्मनों से लड़ने के लिए विनाशकारी समुद्री राक्षस बनाने के बजाय इस पर 3 या 4 100 मिलियन खर्च करना बेहतर था। एक का नुकसान हो सकता है और वहीं खत्म हो सकता है। दूसरा युद्ध का कारण हो सकता है, क्योंकि अक्सर बुरे काम करने के तरीकों को देखकर काम बुरे हो जाते हैं। मिस्टर हे की सबसे बड़ी दुश्मन सीनेट थी। इसी बात पर और सिर्फ इसी बात पर वह सही गलत की अनदेखी कर रहे थे। जब सीनेट ने एक शब्द बदलने की हिम्मत की, एग्रीमेंट की जगह ट्रीटी शब्द इस्तेमाल किया, जो 1905 की प्रस्तावित आर्बिट्रेशन ट्रीटी में सिर्फ एक जगह आया था, तो वह बेवजह भड़क गए। मुझे लगा कि यह काफ़ी हद तक खराब सेहत की वजह से था, क्योंकि उस समय तक करीबी दोस्तों को यह साफ हो गया था कि उनकी सेहत बहुत खराब थी। आखिरी बार मैंने उन्हें उनके घर पर लंच के समय देखा था, जब सीनेट द्वारा बदला गया आर्बिट्रेशन ट्रीटी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के विचाराधीन था। पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉस्टर की अगुवाई में आर्बिट्रेटर ने प्रेसिडेंट से बदली हुई ट्रीटी को मंजूरी देने की अपील की। हमें लगा कि वह इसके पक्ष में हैं, लेकिन सेक्रेटरी हे के साथ मेरी बाद की बातचीत से मैंने देखा कि प्रेसिडेंट की सहमति बहुत ज़्यादा महसूस होगी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर रूजवेल्ट का ट्रीटी को रिजेक्ट करने का फैसला मुख्य रूप से अपने प्यारे दोस्त जॉन हे को उनकी बीमारी में आराम देने के लिए था। मुझे यकीन है कि मुझे लगा था कि मैं बहुत मुश्किल से ही कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे उस नेक इंसान को गुस्सा आए, लेकिन इस बात पर हे अड़े रहे। सीनेट के सामने सरेंडर नहीं किया। उनके घर से निकलते हुए मैंने मिसेस कार्नेगी से कहा कि मुझे शक है कि हम अपने दोस्त से फिर कभी मिल पाएंगे। हम कभी नहीं मिले। वॉशिंगटन के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन, जिसके हे शुरू से ही चेयरमैन और ट्रस्टी थे, को उनका सपोर्ट और पूरा ध्यान मिला और समझदारी भरी सलाह के लिए हम उनके बहुत एहसानमंद थे। एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने कम समय में और ज़्यादा पक्के अंदाज में अपनी पहचान बनाई, जितना मैं किसी को नहीं जानता। और इसमें शक हो सकता है कि किसी पब्लिक आदमी के इतने गहरे दोस्त कभी रहे हों। उनके एक नोट्स को मैंने बहुत समय से संभाल कर रखा है। यह मेरे साहित्यिक घमंड के लिए सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला होता, लेकिन मुझे उनके बहुत प्यारे स्वभाव और अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार के बारे में पता नहीं था। आज जब मैं यह लिख रहा हूँ, तो दुनिया मेरे लिए और भी बेकार हो गई है, क्योंकि वह इसे छोड़ चुके हैं। स्पेनिश युद्ध क्यूबा क्रांति की डरावनी खबरों से शुरू हुई जोश की लहर का नतीजा था। प्रेसिडेंट मैकिनले ने इससे बचने की बहुत कोशिश की। जब स्पेन के मंत्री वॉशिंगटन से चले गए, तो फ्रांस के राजदूत स्पेन के एजेंट बन गए और शांतिपूर्ण बातचीत जारी रही। स्पेन ने क्यूबा के लिए ऑटोनॉमी की पेशकश की। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि ऑटोनॉमी का क्या मतलब है। वह क्यूबा के लिए वही अधिकार चाहते थे जो कनाडा के पास थे। वह इन्हें समझते थे। फ्रांस के मंत्री ने प्रेसिडेंट को एक केबल दिखाया जिसमें कहा गया था कि स्पेन ने यह मंजूरी दे दी है, और वह प्यारे आदमी मान रहे थे कि सब कुछ तय हो गया है। और ऐसा ही था, जाहिर है। स्पीकर रीड अक्सर न्यूयॉर्क में रविवार सुबह मुझसे मिलने आते थे। उस साल यूरोप से मेरे लौटने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने पहले कभी हाउस पर कंट्रोल नहीं खोया था। एक पल के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़कर फ्लोर पर जाकर हाउस को एड्रेस करने और उसे शांत करने की कोशिश करने के बारे में सोचा। ये बात बेकार में बताई गई कि प्रेसिडेंट को स्पेन से क्यूबा के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की गारंटी मिली थी। अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी स्पेन यहाँ क्या कर रहा है? कांग्रेस का यह सवाल था। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के साथ युद्ध के लिए वोट करने के लिए काफ़ी रिपब्लिकन सहमत हो गए थे। हाउस में गुस्से का तूफान आ गया
जो बेशक हवाना हार्बर में युद्धपोत मैन के दुर्भाग्यपूर्ण धमाके से और तेज हो गया, जिसे कुछ लोग स्पेनिश काम मानते थे। स्पेन को उसकी स्किल और एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया गया। युद्ध का ऐलान कर दिया गया। सीनेटर प्रॉक्टर के क्यूबा में देखे गए कंसंट्रेशन कैंप के बयान से हैरान रह गया। देश ने इस आवाज़ का जवाब दिया, वैसे भी स्पेन यहाँ क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट मैकिनले और उनकी शांति पॉलिसी को छोड़ दिया गया और उनके पास देश के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। सरकार ने तब ऐलान किया कि जंग इलाका बढ़ाने के लिए नहीं की गई थी और क्यूबा से आज़ादी का वादा किया गया था। एक वादा जिसे ईमानदारी से निभाया गया। हमें ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये जंग की एक खुशी देने वाली बात है। फिलीपींस पर कब्जा एक दाग छोड़ गया। वे सिर्फ इलाका हासिल करने के लिए नहीं थे। उन्हें स्पेन से घसीटा गया था जो तैयार नहीं था और उनके लिए $20 मिलियन दिए गए थे। स्पेन से लड़ने में फिलिपिनो हमारे साथी थे। प्रेसिडेंट की लीडरशिप में कैबिनेट इस बात पर राजी हो गई थी कि सिर्फ फिलीपींस में एक कोयला स्टेशन मांगा जाना चाहिए और कहा जाता है कि केबल ने पेरिस में पीस कमिश्नरों को सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन दिए थे। प्रेसिडेंट मैकिनले ने फिर पश्चिम का दौरा किया और जाहिर है जब उन्होंने झंडे और डेवी की जीत के बारे में बात की तो सबने उनका स्वागत किया। वे लौटे, इस बात से इम्प्रेस हुए कि पीछे हटना पसंद नहीं किया जाएगा और अपनी पुरानी पॉलिसी बदल दी। मुझे उनके कैबिनेट के एक सदस्य ने बताया कि हर सदस्य इस फैसले को पलटने के पक्ष में था। एक सीनेटर ने मुझे बताया कि जज डे, जो पीस कमिश्नर में से एक थे, ने पेरिस से एक विरोध पत्र लिखा था जो अगर कभी छपा तो वॉशिंगटन के फेयरवेल एड्रेस के बाद दूसरे नंबर पर आता। कितना अच्छा था। इतना ये अलग अलग बातें हैं। ये जल्द ही देखा गया। मिस्टर ब्रायन के पास एक समय स्पेन के साथ शांति संधि के इस पहलू को सीनेट में हराने का अधिकार था। मैं इसे लागू करने की कोशिश करने के लिए वॉशिंगटन गया और वोट होने तक वहीं रहा। मुझे बताया गया कि जब मिस्टर ब्रायन वॉशिंगटन में थे तो उन्होंने अपने दोस्तों को सलाह दी थी कि संधि को पास होने देना पार्टी की अच्छी पॉलिसी होगी। इससे लोगों के सामने रिपब्लिकन पार्टी की बदनामी होगी कि क्रांति के लिए 20 मिलियन देना किसी भी पार्टी को हरा देगा। ब्रायन के 7 पक्के आदमी फिलीपींस के विलय के खिलाफ वोट देने के लिए बेचैन थे। मिस्टर ब्रायन ने इस बारे में न्यूयॉर्क में मुझसे मिलने के लिए फ़ोन किया था क्योंकि खरीद का मेरा विरोध बहुत साफ था और अब मैंने उन्हें ओमाहा में तार भेजकर स्थिति समझाई और उनसे गुजारिश की कि वे मुझे तार भेजें ताकि उनके दोस्त अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकें। उनका जवाब वही था जो मैंने कहा था, बेहतर होगा कि रिपब्लिकन इसे पास करें और फिर इसे लोगों के सामने जाने दें। मुझे लगा कि ऐसे मुद्दे को जिसके बुरे नतीजे हो सकते हैं सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के तहत रखना उनके लिए ठीक नहीं है। इस कदम को पास करने के लिए स्पीकर के वोट की ज़रूरत थी। मिस्टर ब्रायन का एक शब्द देश को इस मुसीबत से बचा सकता था। मैं कई सालों तक उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सका। वह मुझे ऐसे आदमी लगे थे जो पार्टी के फायदे के लिए अपने देश और अपनी निजी सोच को कुर्बान करने को तैयार थे। जब मैंने वोट के तुरंत बाद प्रेसिडेंट मैकिनले से मुलाकात की तो मैंने उनके सपोर्ट के लिए अपने बड़े विरोधी पर निर्भर होने पर दुख जताया। मैंने उन्हें बताया कि उनकी जीत कैसे हुई और सुझाव दिया कि उन्हें मिस्टर ब्रायन को शुक्रिया कहना चाहिए। हजारों मील दूर एक कॉलोनियल कब्जा प्रेसिडेंट मैकिनले और असल में सभी अमेरिकी नेताओं के लिए एक नई समस्या थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसमें क्या-क्या परेशानियां सौने और खतरे होंगे। यहाँ रिपब्लिक ने अपनी पहली बड़ी इंटरनेशनल गलती की। एक ऐसी गलती जिसने उसे इंटरनेशनल मिलिट्री और एक बड़ी नेवी के भंवर में धकेल दिया। तब से नेताओं में कितना बड़ा बदलाव आया है। कुछ हफ्ते पहले 1907 में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ डिनर पर उन्होंने कहा, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में उन 2 लोगों से मिलना चाहते हैं जो फिलीपींस से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन हैं, तो वे ये हैं, सेक्रेटरी टैफ्ट और खुद की ओर इशारा करते हुए। तो फिर आप क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया। अमेरिकी लोग सच में खुश होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट और जज टैफ्ट दोनों का मानना था कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहले आइलैंड्स को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तैयार करें। ये पॉलिसी है, जब तक तैरना ना सीख लो, पानी में मत जाओ, लेकिन डुबकी लगानी ही होगी और किसी दिन लगाई जाएगी।
ये ज़ोर दिया गया कि अगर हम फ़िलीपींस पर कब्ज़ा नहीं करते तो जर्मनी कर लेगा। ज़ोर देने वालों को ये कभी नहीं लगा कि इसका मतलब ये होगा कि ब्रिटेन इस बात पर राज़ी हो जाएगा कि जर्मनी को मकाओ में एक नेवल बेस बनाना चाहिए, जो ब्रिटेन के ईस्ट में नेवल बेस से थोड़ी ही दूरी पर है। ब्रिटेन उसे लिवरपूल से 80 मील दूर आयरलैंड के किंगस्टन में एक बेस बनाने की इजाज़त दे देगा। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि जज टैफ्ट जैसे लोग, हालांकि वे शुरू में इस कब्जे के खिलाफ थे, यह वजह बता रहे थे जब हम यह खतरनाक कदम उठाए जाने के बाद इस सवाल पर बात कर रहे थे। लेकिन हम विदेशी रिश्तों के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम अब तक एक मजबूत देश रहे हैं। अगर हम कभी कुछ और बन गए तो ये एक दुख की बात होगी। जर्मन सम्राट से मुलाकात। सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिए मेरे पहले रेक्टरियल एड्रेस ने जर्मन सम्राट का ध्यान खींचा, जिन्होंने न्यूयॉर्क में हेयर बैलिन के जरिए मुझे खबर भेजी कि उन्होंने उसका हर शब्द पढ़ लिया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे के दीक्षांत समारोह में दिए गए अपने एड्रेस की एक कॉपी भी मुझे भेजी। उनसे मिलने के न्योते आए, लेकिन दूसरों के कामों की वजह से मैं जून 1907 में ही जा सका। मिसेस कार्नेगी और मैं कील गए। जर्मनी में हमारे अमेरिकी एम्बेसडर मिस्टर टावर और मिसेस टावर हमसे वहाँ मिले और बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। उनके जरिए हम वहाँ 3 दिन रहने के दौरान कई जाने माने पब्लिक लोगों से मिले। पहली सुबह मिस्टर टावर मुझे सम्राट की यॉट पर रजिस्टर करने ले गए। मुझे सम्राट से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अचानक डेक पर आ गए और मिस्टर टावर को देखकर उन्होंने पूछा कि वह इतनी जल्दी यॉट पर क्यों आए हैं। मिस्टर टावर ने बताया कि वह मुझे रजिस्टर करने के लिए लाए थे और मिस्टर कार्नेगी भी यॉट पर थे। उन्होंने पूछा, उन्हें अभी क्यों नहीं पेश करते? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उन एडमिरल से बात कर रहा था जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हो रहे थे, और मैंने मिस्टर टावर और सम्राट को पीछे से आते नहीं देखा। मेरे कंधे पर एक टच हुआ और मैं मुड़ा। मिस्टर कार्नेगी, सम्राट। मुझे एहसास होने में एक पल लगा कि सम्राट मेरे सामने है। मैंने दोनों हाथ उठाए और कहा, यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। बिना किसी सेरेमनी के और किस्मत का मालिक बादलों से नीचे आ गया। फिर मैंने आगे कहा, महाराज, मैं आपका इज्जतदार इनविटेशन लेने के लिए 2 रातें सफ़र करके आया हूँ और पहले कभी किसी ताज पहने हुए हेड से मिलने के लिए ऐसा नहीं किया। फिर सम्राट मुस्कुराते हुए और ऐसी ही मनमोहक मुस्कान के साथ, ओह हाँ हाँ, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं। आपको राजा पसंद नहीं है? नहीं महाराज, मुझे राजा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे राजा के पीछे खड़ा आदमी पसंद है, जब मुझे वह मिल जाए। आह, एक राजा है जिसे आप पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ, एक स्कॉटिश राजा, रॉबर्ट डेथ ब्रूस। वह मेरी जवानी में मेरे हीरो थे। मैं उन्हीं पर पला बड़ा हूँ। हाँ महाराज, मैं भी ऐसा ही था, और वह मेरे अपने शहर डनफर्मलाइन एबे में दफन है। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर एबे पर बने ऊंचे चौकोर स्मारक के चारों ओर घूमता था। हर ब्लॉक पर बड़े पत्थर के अक्षरों में एक शब्द लिखा था, किंग रॉबर्ट द ब्रूस। एक कैथोलिक की तरह पूरे जोश के साथ, जैसे कोई माला गिन रहा हो। लेकिन ब्रूस एक राजा से कहीं ज्यादा थे महाराज। वह अपने लोगों के लीडर थे, और पहले नहीं, लोगों के आदमी वाले से पहले आते हैं। महाराज, अब डनफर्मलाइन में किंग मेलकम का टावर मेरा है, वही जिनसे आपको स्कॉटिश खून की अपनी कीमती विरासत मिली है। शायद आप सर पैट्रिक स्पेंस नाम का बढ़िया पुराना गाना जानते होंगे। किंग डनफर्मलाइन टावर में बैठे हैं और नीली लाल वाइन पी रहे हैं। मैं किसी दिन आपको आपके स्कॉटिश पूर्वज के टावर तक ले जाना चाहूंगा, ताकि आप उनकी याद में श्रद्धांजलि दे सकें। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा होगा। स्कॉच जर्मन लोगों से कहीं ज्यादा तेज और चालाक है। जर्मन बहुत धीमे हैं। महाराज, जहां तक स्कॉच की बात है, मैं आपको एक निष्पक्ष जज मानने से मना कर दूंगा। वह हंसे और हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कहा, आज शाम आप मेरे साथ डिनर करेंगे, और माफी मांगकर आने वाले एडमिरल्स का स्वागत करने चले गए। डिनर में लगभग 60 लोग मौजूद थे और हमने सच में बहुत अच्छा समय बिताया। महाराज, जिनके सामने मैं बैठा था इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपना गिलास उठाया और मुझे अपने साथ पीने के लिए बुलाया। जब उन्होंने हमारे एम्बेसडर मिस्टर टॉवर के साथ ऐसा किया, जो उनके दाएं ओर बैठे थे, तो उन्होंने टेबल के उस पार से पूछा, जो पास बैठे लोगों ने सुना, कि क्या मैंने प्रिंस फॉन बूलो को, जिनके बगल में मैं बैठा था, बताया था कि उनके
सम्राट के हीरो ब्रूस मेरे अपने शहर डनफर्मलाइन में आराम करते थे और उनके पुरखों का टॉवर पिटेनक्रिफ ग्लेन में मेरे शहर में था कब्जा। नहीं, मैंने जवाब दिया, महामहिम के साथ मुझे ऐसी फालतू बातों में धकेला जाता है, लेकिन आपके लॉर्ड हाई चांसलर के साथ मेरी बातचीत, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमेशा एक सीरियस इंपॉर्टेंस होगी। एक शाम हमने मिसेस गोयलेट के साथ उनकी यॉट पर डिनर किया और महामहिम वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने हाल ही में मुझसे कहा था कि काश कस्टम उन्हें देश छोड़ने की इजाज़त दे, ताकि वह दौड़कर उनसे मिल सकें। सम्राट, उन्हें लगा कि एक अच्छी बातचीत से कुछ अच्छा होगा। मुझे भी यही विश्वास था। सम्राट मान गए और कहा कि वह उनसे मिलना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह किसी दिन जर्मनी आएंगे। मैंने सुझाव दिया कि वह सम्राट कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावटों से आज़ाद हैं और नाव से चलकर प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। लेकिन मेरे देश को मेरी यहाँ ज़रूरत है। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने जवाब दिया। 1 साल पहले घर छोड़ने से पहले जब मैं अधिकारियों को अलविदा कहने के लिए अपनी मिलों में गया था और उन सबको कड़ी मेहनत करते हुए तपती धूप में तपते हुए छोड़ने पर अफसोस जताया था, लेकिन मैंने पाया कि अब मेरे पास हर साल आराम करने का समय है और फिर भी चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हूं, स्टीमर के अगले हिस्से पर अटलांटिक की लहरों को काटते हुए आधा घंटा बिताने से मुझे पूरी राहत मिलती थी। मेरे चालाक मैनेजर कैप्टन जोन्स ने जवाब दिया। और हे भगवान, सोचिए हम सबको कितनी राहत मिलती होगी। आपके लोगों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है महाराज। वह बार बार दिल खोलकर हंसे। इससे मेरे मन में एक नई सोच आई। उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिलने की अपनी इच्छा दोहराई और मैंने कहा, ठीक है महाराज, जब आप दोनों मिलेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ रहना होगा। मुझे डर है कि आप और वह कोई शरारत न कर बैठें। वह हंसे और बोले, ओह, मैं समझ गया, आप हमें साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ कि अगर आप रूज़वेल्ट पहला घोड़ा बनाते हैं तो मैं पीछे चलूँगा। अरे नहीं महाराज, मैं घोड़ों के बारे में बेहतर जानता हूँ। ऐसे 2 फुर्तीले बछड़ों को एक साथ चलाने की कोशिश करने से बेहतर है। पहले घोड़े पर कभी ठीक से पकड़ नहीं बन पाती। मुझे आप दोनों को गर्दन से गर्दन तक जोतना होगा ताकि मैं आपको सँभाल सकूँ। मैं कभी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसे सम्राट से ज़्यादा कहानियाँ पसंद हों। वह अच्छी संगति रखते हैं और मेरा मानना है कि वह एक ईमानदार आदमी है, जो दुनिया की शांति और तरक्की के लिए बेचैन है। इतना कहना ही काफ़ी है कि वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वह हमेशा से शांति के पक्ष में रहे हैं। 1907, उन्हें इस बात का बहुत शौक है कि उन्होंने 24 साल राज किया है और कभी इंसानी खून नहीं बहाया। उनका मानना है कि जर्मन नेवी इतनी छोटी है कि ब्रिटिश पर असर नहीं डाल सकती और इसे कभी भी मुकाबला करने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी मेरी राय में इसे बढ़ाना बहुत बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिंस वॉन बूलो भी यही सोचते हैं और मेरा मानना है कि दुनिया की शांति को जर्मनी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके सभी फ़ायदे शांति के लिए अच्छे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसका मकसद है और इस अच्छे फील्ड में वह निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ रही है। मैंने सम्राट को उनके एम्बेसडर बैरन वॉन स्टर्नबर्ग के ज़रिए द रूज़वेल्ट पॉलिसी किताब भेजी, जिसका मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा था, जिससे प्रेसिडेंट खुश हुए और मुझे उनसे एक कीमती लेटर के साथ अपनी एक बढ़िया ब्रॉन्ज़ कॉपी मिलने पर बहुत खुशी है। वह सिर्फ़ एक सम्राट ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं। एक ऐसा आदमी जो मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए बेचैन है, संयम को बढ़ावा देने, लड़ाई रोकने और मेरा मानना है इंटरनेशनल शांति पक्की करने की अपनी कोशिशों में बिना थके लगा रहता है। कुछ समय से मुझे ये एहसास हो रहा है कि सम्राट सच में एक किस्मत वाले इंसान थे। उनके साथ मेरे इंटरव्यू ने इस एहसास को और मजबूत किया है। मुझे उनसे भविष्य में कुछ बहुत बड़ा और अच्छा करने की बहुत उम्मीद है। हो सकता है कि अभी भी उनका कोई ऐसा रोल हो जो उन्हें अमर लोगों में जगह दिलाए। उन्होंने जर्मनी पर 27 साल शांति से राज किया है, लेकिन इस रिकॉर्ड से भी आगे कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस इंसान से उम्मीद की जाती है, जिसके पास पॉजिटिव कामों से सभ्य देशों के बीच शांति कायम करने की ताकत हो। अपने देश में शांति बनाए रखना ही काफ़ी नहीं है, जो दूसरे बड़े सभ्य देशों को एक साथ आने
और सभी इंटरनेशनल झगड़ों में आर्बिट्रेशन कायम करने के न्योते का खुशी-खुशी जवाब देगा। चाहे वह इतिहास में सिर्फ अपने देश में अंदरूनी शांति बनाए रखने वाले के तौर पर जाने जाएं, या बड़े सभ्य देशों के बीच शांति के दूत के तौर पर अपने तय मिशन पर आगे बढ़ें। यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। पिछले साल 1912 मैं बर्लिन के बड़े महल में उनके सामने खड़ा था और उनके 25 साल के शांतिपूर्ण राज पर बधाई का अमेरिकी भाषण दिया। उनका हाथ इंसानी खून से बेदाग था। जैसे ही मैं उन्हें भाषण वाला ताबूत देने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे पहचान लिया और हाथ फैलाकर कहा, कार्नेगी, 25 साल की शांति और हम और भी कई सालों की उम्मीद करते हैं। मैं जवाब दिए बिना नहीं रह सका। और इस सबसे अच्छे मिशन में आप हमारे सबसे बड़े साथी हैं। वह अब तक चुपचाप और बिना हिले-डुले बैठे थे, एक ऑफिसर से एक के बाद एक भाषण लेकर दूसरे को टेबल पर रखने के लिए दे रहे थे। बातचीत का मुख्य विषय वर्ल्ड पीस था, जो वह कर सकते थे और मेरी राय में हासिल भी कर लेते। अगर उनके चारों ओर मिलिट्री वाली जाति ना होती, जो गद्दी पर बैठे व्यक्ति के आस-पास इकट्ठा होती है, एक ऐसी जाति जो आम तौर पर उतनी ही पक्की हो जाती है, जितनी कि खुद ताकतवर, और जिसने अब तक जर्मनी में जब भी युद्ध का मुद्दा सामने आया है, अपनी कंट्रोल की ताकत साबित की है। जब तक मिलिट्रीवाद को दबाया नहीं जाता, वर्ल्ड पीस नहीं हो सकती। आज 1914 जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो कितना बड़ा बदलाव है। दुनिया युद्ध से इतनी हिल गई है जितनी पहले कभी नहीं। लोग एक दूसरे को जंगली जानवरों की तरह मार रहे हैं। मैं सारी उम्मीद छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाल के दिनों में मैं दुनिया के मंच पर एक और शासक को आगे आते हुए देख रहा हूँ, जो खुद अमर साबित हो सकता है। वो आदमी जिसने पनामा कैनाल टोल विवाद में अपने देश की इज्जत बचाई, अब प्रेसिडेंट है। उनमें जीनियस की जबरदस्त इच्छा शक्ति है और सच्ची उम्मीद है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है। ये राजाओं को भगवान बनाता है और मतलबी जीवों को राजा। जीनियस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंट विल्सन को देखो, उनकी रगों में स्कॉटिश खून है,